ऑलराइट गाइस, इमेजिन करो तुम एक अनाथ बच्चे हो जिसने कि अपनी जिंदगी भर कड़ी मेहनत की है। बहुत ही ज्यादा संघर्ष करने के बाद तुम ताकतवर बने, जिससे कि तुम फाइनली राजा बन गए हो। लेकिन जैसे ही तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू हुआ, यानी कि तुम राजा बने, कोई तुम्हें मिस्टीरियस तरीके से मार देता है। ये कहानी एक ऐसे ही किंग की है जिसका कि अब दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म हो चुका है, जहां पर मैजिक और खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद है। अब दोस्तों, इस बंदे की ये दुनिया इसकी पुरानी दुनिया से किसी तरीके से जुड़ी हुई है, जिससे कि इसके पुराने राज और रहस्य खुलने वाले हैं। सभी लोग बेसब्री से तैयार हो जाओ, क्योंकि ये मानवा कोई ऑर्डिनरी नहीं है, बल्कि एक मास्टरपीस है। वीडियो शुरू करने से पहले एक और जरूरी बात, स्टार्टिंग के वीडियोस थोड़े से पुराने हैं, इसी कारण से क्वालिटी थोड़ी सी कम लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्वालिटी बढ़ते जाएगी। इस मानवा की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन लोग देखते हैं एक ब्लैक ब्लैक सी जगह जहां से रोशनी आ रही है। एक बंदा अपने आप से ही कह रहा होता है कि लोग मानते हैं गुफा के आखिर में उजाला होता है। मैंने इस कॉन्सेप्ट को कभी माना ही नहीं है। जो भी लोग अपनी मौत को एकदम करीब से देखते हैं, उनका कहना होता है कि उन्होंने एक लाइट को देखा। वही चीज आज मैं खुद से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार मैं मरा कैसे। मुझे आखिरी चीज ये याद है, मैं अपने रूम में अकेला था और अपनी सिटी को देख रहा था। अचानक से मुझे अपनी बॉडी हेवी फील हुई, इसी कारण से मैं बेड के ऊपर सो गया। क्या मुझे किसी ने पॉइजन दिया था या फिर मेरा असासिनेशन हुआ है? सोचो ग्रे, सोचो। दोस्तों, अभी अपन को पता चला है कि इस बंदे का नाम ग्रे था, जो कि अभी मर चुका है। ग्रे आगे कहता है, कई सारे लोग थे जो कि मुझे मारना चाहते थे, क्योंकि आखिरकार मैं एक किंग जो था। अगर मैं पता कर भी लूंगा कि मैं कैसे मरा, तो भी ऐसे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसी कारण से जो कुछ भी हुआ है, मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एक बात अच्छी है कि यहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं है विंग्स वाले जो कि चिल्ला रहे हो या फिर गाना गा रहे हैं। दोस्तों, ग्रे का कहने का मतलब है एंजल्स, और भाई ग्रे एंजल्स को एकदम बच्चों की तरह इमेजिन करता है। ग्रे के इतना बोलते ही यहाँ पर लाइट बढ़ने लग जाती है। तभी ग्रे को आवाज सुनाई देती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बेटा हुआ है। ग्रे अपने सामने दो लोगों को देखता है जो कि धुंधले दिखाई दे रहे होते हैं। ग्रे अपने मन में कहता है, क्या अभी अभी मेरा बर्थ हुआ है? तो क्या इसका मतलब जिस टनल से मैं अभी अभी पास हुआ हूँ वो टनल? और भाई इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तुम खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रे क्या सोच रहा है। ग्रे अपनी आंखों के सामने अपने मदर फादर को देखता है, जो कि कह रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसके बाल बिल्कुल तुम पर गए हैं। ग्रे अपने मन में कहता है, भले ही मैं कहीं पर भी हूँ, लेकिन एक बात अच्छी है कि मैं इन लोगों की भाषा समझ पा रहा हूँ। इस लेडी के चेहरे पर मैं स्माइल को देख पा रहा हूँ, जिसके अंदर मदर का लव छुपा हुआ है। ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद ग्रे अपने फादर के लिए कहता है कि इतना शार्प चेहरा, जरूर से ये शख्स बहुत ही ज्यादा सीरियस और स्ट्रिक्ट इंसान है। ग्रे के फादर कहते हैं, हेलो आर्ट, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मुझे फटाक से डैडी कहो। ग्रे की मदर कहती है, रे वो अभी अभी जस्ट पैदा ही हुआ है। ग्रे को अभी से पता चल जाता है कि उसके फादर कोई सीरियस इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। ग्रे अपने आसपास चारों तरफ नजरें घुमाता है और कहता है कि सब कुछ ही नॉर्मल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है और आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर? इतने में ही दोस्तों अपन लोग बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अपन ग्रे का घर देखते हैं, जो कि एक झोपड़ी टाइप का होता है। इसके बाद कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और अपन लोगों को ग्रे के मदर और फादर के बारे में पता चलता है। ग्रे अपने मन में कहता है, मेरी मदर का नाम एलिस है, जो कि बहुत ही जेंटल और एक अच्छे दिल की इंसान है। मेरे डैड का नाम रेनोल्ड है, जो कि काफी ज्यादा काबिल और चेरिज्मेटिक आदमी है, अगर तुम उनकी बच्चों वाली हरकतों को इग्नोर कर दो तो। मुझे इस बात की काफी खुशी है कि मेरा जन्म इतनी अच्छी फैमिली के अंदर हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ कठिनाइयों से भरी हुई है। ऐसी हालत तो मेरे दुश्मनों की भी ना हो। मेरे हाथों पैरों के ऊपर मेरा एकदम ना के बराबर कंट्रोल है। ऐसा लगता है कि मैं किसी जेल के अंदर बंद हो चुका हूँ। इतने में ही ग्रे यहाँ पर छींची कर देता है। एलिस यहाँ पर आती है और ग्रे की छींची को साफ करती है। और ये देखो भाई साहब, क्या ही तो सुकून मिला है बंदे को। एकदम ही एक्सप्रेशन देखो चेहरे के।
ग्रे आगे कहता है, कई सालों से मेरा मेंटल डेवलपमेंट एकदम ही किंग की तरह हुआ है, एक पूरी की पूरी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव। मुझे तो लगता है मेरी फिलहाल की लाइफ कोई सपना है जो कि किसी भी वक्त तक खत्म हो सकता है। ऐसा लगता है कि मैं किसी पुराने समय में टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। ग्रे फिलहाल में अपनी मदर के साथ बाहर होता है, जो कि कहता है, क्या पुराने समय में लोग हमेशा ही अपने साथ वेपन्स को कैरी करते थे? एलिस कहती है, आर्ट क्या तुम थक चुके हो? चलो अब अपन घर पे वापस चलते हैं। ग्रे को अपने कानों में आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर एक दुकान वाला एलिक्सर्स की बोतल बेच रहा होता है। ये लेडी उन्हें खरीद लेती है अपने हस्बैंड के लिए। ग्रे अपने मन में कहता है, जरूर से ये किसी तरीके की मेडिसिन है, लेकिन क्या ये यहाँ पर लीगली सेल हो रही है या फिर ऐसे ही? एलिस और ग्रे घर पे वापस आ जाते हैं और ग्रे लेटे लेटे अपने मन में सोच रहा होता है कि नॉलेज बहुत ही बड़ी ताकत होती है, लेकिन फिलहाल की मेरी जैसी कंडीशन है, मुझे ज्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इतने में यहाँ पर रेनोल्ड आता है, जो कि ग्रे को उठा लेता है, फिर ग्रे को बहुत ही ऊपर आसमान में फेंक देता है। हुर्रे! ये देखकर एलिस बहुत ही ज्यादा डर जाती है। रेनोल्ड ग्रे को दोबारा से कैच कर लेता है। ग्रे अपने मन में कहता है, मैं फिलहाल में इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि एक छोटे से झटके से ही मेरी ऐसी हालत हो चुकी है। रेनोल्ड एलिस से कहता है, जब मैं बच्चा था मेरे फादर ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। ये देखो, ऐसा लगता है अपना बच्चा एंजॉय कर रहा है। दोस्तों, क्या ही तो एंजॉयमेंट है, बेचारे को देखकर मुझे दया आ रही है। और ये रेनोल्ड भाई से इतना ज्यादा घुमा रहा है, भाई छोड़ दे बेचारे को। घुमाते घुमाते ही ग्रे को घुटने में चोट आ जाती है, इस कारण से ग्रे रोने लग जाता है। और दोस्तों, ये क्या है, कोई मुझे बताएगा? मैं पक्के से श्योर हूँ कि ग्रे रेनोल्ड को गाली ही दे रहा है। लेकिन तभी एलिस ग्रे को अपने पास ले लेती है और किसी तरीके से उसे हील कर देती है और कहती है, अब सही लग रहा है। ये बात देखकर ग्रे भी सरप्राइज हो जाता है और कहता है, मैंने इस वर्ल्ड के बारे में बहुत जल्दी ही सोच लिया, अभी तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। पिछली जिंदगी में मैं एक किंग था, मैंने बहुत ही बड़ी सेना को लीड भी किया है, मैंने कई सारे दूसरे किंग से लड़ाई करी और जीती भी है। लेकिन आज से पहले मुझे खुद पे कभी इतना ज्यादा प्राउड फील नहीं हुआ जितना कि प्राउड मुझे आज फील हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों, अपन लोग देखते हैं इस चेहरे के ऊपर क्या ही तो प्राउड है, क्योंकि ये बंदा सीख चुका है क्रोलिंग। क्रोलिंग का मतलब दोस्तों यही होता है कि अब ग्रे इस तरीके से खुद से चल सकता है। और भाई साहब, इसी बात के ऊपर बंदे को कितना ज्यादा प्राउड हो रहा है। ग्रे क्रोलिंग करते हुए आगे बढ़ता है और एक मिरर से टकरा जाता है और खुद को ही देखने लग जाता है। और पीछे से एलिस और रेनोल्ड भी इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। ग्रे कहता है, कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अपनी नाम की आदत नहीं पड़ी है। मैं पहले किंग था और आर्ट नाम बहुत ही ज्यादा क्यूट है। अरे भाई, ऐसा क्यों? अभी तक आदत कैसे नहीं पड़ी? दोस्तों, अभी से अपन इस बंदे को आर्ट कहने वाले हैं ताकि इसको जल्दी से आदत पड़ जाए। आर्ट कहता है, वैसे जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, मैं सचमुच में बहुत ही ज्यादा क्यूट हूँ। फ्यूचर की लड़कियों, अपने आप को तैयार कर लो, अपने दिल तुड़वाने के लिए अपने आप को रेडी रखना। अगले सीन में अपन देखते हैं एलिस आर्ट को एक किस्सी देती है और सुला देती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन भाई साहब, ये बंदा वापस से उठ जाता है। अब दोस्तों, ये बंदा मोबाइल पास जाएगा और जरूर से फ्री फायर खेलेगा या फिर पबजी खेलेगा। आर्ट यहाँ से नीचे उतरने की प्लानिंग करता है और अपने मन में कहता है, एलिस अब जाकर सो जाएगी और जब मुझे वापस चेक करने आएगी तब तक के लिए मेरे पास 1 घंटा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आर्ट नीचे उतर जाता है और क्रोलिंग करते हुए यहाँ से जाने लग जाता है। आर्ट अपनी मदर को देखता है जो कि जगी हुई है। आर्ट कहता है, मेरी मंजिल आगे की ओर है, बस मुझे अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। और ऐसा कहते हुए दोस्तों, ये बंदा लाइब्रेरी जैसी जगह पर आ जाता है अपने ही घर के अंदर। ये मजा आ गया, मिशन सक्सेसफुल। ये आर्ट कहता है, जब से मैंने इस जगह को खोजा है, हर रात को मैं यहाँ पर छुप कर आ जाता हूँ इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करने के लिए। आर्ट एक बुक को खोलता है और कहता है, जिस जगह पर मेरा जन्म हुआ है वो है डिकेथिन कॉन्टिनेंट। यहाँ पर 3 मेजर किंगडम मौजूद है जिनके की नाम है इलिनोइर, डार्व और सेपाइन। इलिनोइर एक ऐसा किंगडम है जो कि फॉरेस्ट के बीच में बसा हुआ है। इसके बाद में डार्व एक ऐसा किंगडम है जो कि अंडरग्राउंड में बसा हुआ है जहाँ की ड्वार्व लोग रहते हैं। इसके बाद तीसरा किंगडम जिसका की नाम है सेपाइन, ये ह्यूमन किंगडम है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। इस वर्ल्ड और मेरे पुराने वर्ल्ड दोनों में ही किंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर रूलरशिप आगे पास कर दी जाती है बजाय इसके कि लड़ाई करके छीनी जाए या फिर कमाई जाए।
है। इतने में ही आर्ट यहाँ पर नीचे गिर जाता है। आर्ट कहता है मेरे वर्ल्ड के मुकाबले ये वर्ल्ड काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट इसीलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर मैजिक प्रेजेंट है। दोस्तों आर्ट जिस वर्ल्ड से आया है वहाँ पर मैजिक का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इस वर्ल्ड में मैजिक का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। आर्ट एक बुक को पढ़ने लग जाता है जो कि मैजिक सीखने के ऊपर बेस्ड है। आर्ट बुक को पढ़ते हुए अपने आप से कहता है कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, हमारे वर्ल्ड में की थी जो कि एक लाइफ फोर्स है। की मदद से ही ट्रेनिंग करके लोग अपनी बॉडी और वेपन्स को पावरफुल बनाते थे। ठीक उसी तरीके से इस वर्ल्ड में यहाँ पर भी एक फोर्स है जिसका नाम माना है, लेकिन की और माना में ये अंतर है कि की सिर्फ इंसानों के अंदर मौजूद होती है और माना सभी दूर चारों तरफ फैला हुआ है मौजूद है। माना को कंट्रोल करने की पावर ज्यादातर जेनेटिक होती है। लगभग 100 में से कोई एक ही इंसान माना को कंट्रोल कर पाता है। माना को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑग्यूमेंटिंग और कॉन्जरिंग दो सबसे ज्यादा कॉमन तरीके हैं। जो ऑग्यूमेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं वो अपने माना की मदद से अपनी फिजिकल पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड को बढ़ा लेते हैं, और जो लोग कॉन्जरिंग का इस्तेमाल करते हैं वो अपने माना का इस्तेमाल बाहर के वर्ल्ड में करते हैं, जिससे कि वो बाहर की चीजों को अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो मेरी मदर ने इस्तेमाल किया उसे डेविएंट कहा जाता है, या फिर अपन इमिटर भी कह सकते हैं। इमिटर्स रेयर टाइप के मैजिशियन होते हैं जो कि किसी के भी माना को रिस्टोर कर सकते हैं। इस बुक के हिसाब से किसी की भी अवेकनिंग टीनेज के आखिरी सालों में होती है, यानी कि दोस्तों 15 या फिर 17 साल के आसपास में। इस माना का कॉन्सेप्ट हमारे वर्ल्ड के की तरह है, जहाँ पर कि बच्चों को सिखाया जाता है मेडिटेशन के जरिए जो की के पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं अपने अंदर, उनको एक जगह पर इकट्ठा करना है। क्या मैं ऐसा माना के साथ भी कर सकता हूँ? ऐसा कहते हुए दोस्तों आर्ट मेडिटेशन करने लग जाता है और कहता है कि ये तो काम कर रहा है, लेकिन इतने में हम देखते हैं भाई साहब आर्ट की मदर यहाँ पर आ जाती है। एलिस कहती है तो तुम यहाँ पर हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या तुम्हें छीछी करने में परेशानी आ रही है? आर्ट अपने मन में कहता है कि मदर, मैं दुनिया का सबसे महान मैजिशियन बनने की जर्नी को शुरू करने वाला हूँ, आप मुझे हगने वाले बच्चों से कंपेयर मत कीजिए। तभी हम देखते हैं भाई आर्ट ने सचमुच में अपना कांड कर दिया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है इतना ज्यादा कंसंट्रेशन करने के कारण जरूर से मेरा डायपर गंदा हो गया। अगले सीन में अपन देखते हैं एलिस डायरी लिख रही होती है और अपन को पता चलता है कि आर्ट को पैदा हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके होते हैं। एलिस देखती है रे आर्ट को सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग दे रहा है, भले ही आर्ट अभी खुद से चल भी नहीं पाता उसके बावजूद भी। ये देखकर एलिस समझ जाती है कि आर्ट को बड़ा करने में वो रे के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकती। एलिस आगे कहती है जिस तरीके से आर्ट तेजी से बड़ा हो रहा है, मैं ये देखना चाहती हूँ आगे जाकर आर्ट क्या करता है। जरूर से ये रे की तरह एडवेंचर में इंटरेस्ट रखेगा। दोस्तों एलिस इस बात को भी नोटिस कर लेती है कि आर्ट बार बार चोरी छुपे स्टडी रूम के अंदर जाते रहता है, जहां से बार बार एलिस उसे वापस लाते रहती है। अगले सीन में अपन रे को देखते हैं जो कि घर के सामने होता है और कंसंट्रेशन करते हुए चेंटिंग कर रहा होता है, और इस चीज को आर्ट दूर से देख रहा है। आर्ट रे को देखते देखते बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर फादर किस तरीके के मैजिशियन होंगे। लेकिन अपन देखते हैं रे काफी ज्यादा मेहनत करता है और एकदम हीरो की तरह एक्टिंग करता है, उसके बावजूद भी वो बहुत ही छोटे मोटे पत्थरों को ही आगे पीछे कर पाता है। रे आर्ट की तरफ देखकर कहता है देख रहे हो तुम्हारे फादर कितने ज्यादा औसम है ना? आर्ट अपने मन में कहता है कि इतनी ज्यादा मेहनत के पास इतना छोटा सा काम इतना तो फिजिकली ही कर लेते। इतने में यहाँ पर एलिस भी आ जाती है। आर्ट अभी भी रे को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है मुझे पहले ही पता चल गया था कि फादर एक ऑगमेंटर है। रे और भी ज्यादा फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लग जाता है। ये देखकर आर्ट स्माइल करता है और यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि भाई साहब ऊंचाई बहुत ही ज्यादा है। आर्ट जैसे तैसे मेहनत करके यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा होता है। ये बात देखकर एलिस को लगता है कि आर्ट को नींद आ रही है। एलिस आर्ट को सुलाने के लिए ले जा रही होती है। आर्ट कहता है मदर बुक, लेकिन एलिस कहती है नहीं ये सोने का टाइम है। आर्ट अपने मन में कहता है अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। ऐसा कहते हुए वो एलिस को धक्का दे देता है और कहता है प्लीज मदर बुक। आर्ट एलिस के सामने
में इनोसेंट तरीके से गिड़गिड़ा रहा होता है, जिस कारण से एलिस आर्ट की बात मान जाती है और अपने मन में दुखी होकर कहती है, मैं बिल्कुल भी अच्छी मदर नहीं हूँ। इस तरीके के बच्चे को खेल कूद चाहिए होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसके पूरे रूम तक को पूरा बेबी प्रूफ बना दिया है। आर्ट आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, इसमें मतलबी होने जैसा कोई बात नहीं है। एक वॉरियर के पास जितने भी वेपन्स होते हैं उन्हें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। भाई क्या हरामी बच्चा है ये, जानबूझकर इसने ऐसा किया ताकि इसका काम बन जाए। आर्ट एलिस के सामने पढ़ने बैठ जाता है, तभी बाहर से कोई आवाज आती है। एलिस कहती है, रे ने जरूर से किसी पेड़ को तोड़ दिया है, मैं देख कर आती हूँ। आर्ट यहाँ पर अपना काम करने लग जाता है और अपने मन में कहता है, नॉलेज के अलावा मैंने माना पार्टिकल्स को मूव करना सीखा है। इन 2 सालों में मैंने 10,000 से ज्यादा छोटे मोटे माना पार्टिकल्स को अपनी बॉडी में इकट्ठा किया है। अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों बाकी लोगों को इतना ज्यादा टाइम लग जाता है अपनी मैजिकल पावर्स को अवेकन करने में, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मैंने अपनी बॉडी के माना पार्टिकल्स को अपनी सोलर प्लेक्सिस के पास इकट्ठे किए हैं और मैंने अपने 2 सालों को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किए। अपन लोग बाहर की साइड पर देखते हैं, रे ने एक अच्छे खासे पेड़ को तोड़ दिया होता है। इधर की साइड पर आर्ट अपने मन में कह रहा होता है कि बस एक और लास्ट फ्रेगमेंट और। जैसे ही आर्ट अपने काम में सक्सेसफुल हो जाता है, भाई साहब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिस कारण से एलिस खतरे में आ जाती है। रे बहुत ही तेजी के साथ एलिस के साइड पर भागता है और ब्लास्ट का सारा इम्पैक्ट खुद के ऊपर ले लेता है। देख रहे हो दोस्तों, ये बंदा एक असली चैड है। इस बंदे को मेरी तरफ से सैल्यूट। रे कहता है, क्या तुम ठीक हो? एलिस चिल्लाकर कहती है, आर्ट घर के अंदर ही मौजूद है। आर्ट को बचाने के लिए रे तेजी से घर के अंदर भागता है और वहाँ पर जाकर रे सरप्राइज हो जाता है। एलिस भी फटाक से पीछे से आ जाती है और ये दोनों देखते हैं कि आर्ट ने अपनी मैजिकल पावर्स को अवेकन कर लिया है। रे कहता है कि अभी तो आर्ट 3 साल का भी नहीं हुआ है। आर्ट आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो माना कोर होना ऐसा फील होता है। ये पेड़ पौधे मुझे और भी ज्यादा हरे फील हो रहे हैं। और अब जाकर इस चोमू की नजर पड़ती है कि इसने कितनी ज्यादा तबाही मचा दी है। ये चोमू कहता है, क्या हम पर किसी का हमला हुआ है? किसकी हिम्मत हुई एक किंग के घर के ऊपर हमला करने की? अगले सीन में अपन देखते हैं सब कुछ ही नॉर्मल हो चुका है और आर्ट अपने बेड पे लेटे लेटे सोच रहा होता है, इतने सालों में मैंने माना को कंट्रोल करने के लिए अपने बेसिक्स क्लियर किए हैं और मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा छोटी थी। इसी कारण से मैंने बेसिक वर्कआउट करना शुरू किए अपने फादर के साथ। मेरे फादर ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि मेरा उनके साथ ट्रेनिंग करना ठीक है और मेरे 3rd बर्थडे पे उन्होंने मुझे वुडन स्वॉर्ड भी गिफ्ट करी। इतने में यहाँ पर धड़ाम से रे आ जाता है और कहता है, ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? अपने माना फ्लो को अपनी ब्रीदिंग के साथ मैच करना है। अपने माना कोर को भी अपने हार्ट या फिर लंग की तरह एक अनादर ऑर्गन ही समझना। आर्ट अपने मन में कहता है, मैं जानना चाहता हूँ क्या बाकी 4 साल के बच्चे भी इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस को समझ पाते हैं जो इतना कॉन्फिडेंट होके ये मुझे दे रहे हैं। अगले सीन में आर्ट और रे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है, जब तक कि मैं इनकी स्टिक को तोड़ नहीं देता ये मुझे जाने नहीं देंगे और मुझे डिनर से पहले स्टडी भी करनी है। आर्ट कंसंट्रेट करता है, फिर एक पावरफुल अटैक से रे की स्टिक को तोड़ देता है। अगले सीन में आर्ट आ जाता है और स्टडी करने लग जाता है, यानी कि अपनी मेडिटेशन। आर्ट अपने मन में कहता है कि इस वर्ल्ड में कोर के कलर के बिहाफ पे तुम्हारी स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। शुरुआत में सभी का कोर काले कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड के साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज मौजूद होती है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ ही ये इम्प्योरिटीज हटकर इसका कलर पर्पल होने लग जाता है। इसी तरीके से ऑर्डर शुरू हो जाता है। सबसे पहले कोर का कलर ब्लैक होता है, फिर उसके बाद रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर और सबसे आखिर में व्हाइट। दोस्तों इसका मतलब तुम भी समझ पा रहे हो, जिस भी बंदे का कोर व्हाइट कलर का है वो यहाँ पर इस वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल बीइंग की कैटेगरी में आता होगा। आर्ट कहता है जी जितनी भी स्टेजेस है सभी के सभी 3 शेड्स में डिवाइडेड है। पहली डार्क, दूसरी सॉलिड और तीसरी लाइट। माना कोर जितने ज्यादा लाइट कलर का होता है और जितना ज्यादा प्योर होता है उसके अंदर उतनी ही ज्यादा पावर मौजूद होती है। आर्ट के इतना सोचते ही एलिस की आवाज आ जाती है जो कि डिनर के लिए आर्ट को बुला लेती है। खाना खाते हुए आर्ट अपने मन में कहता है, क्या किसी बच्चे को थोड़ा सा अकेले टाइम नहीं मिल सकता? आखिर मैं सीखूंगा कैसे? देखो दोस्तों, इस टिंगू को कल के दिन पैदा हुआ है और आज के दिन इसे प्राइवेसी चाहिए। एकदम से रे कहता है कि हनी मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है आर्ट के लिए एक प्रॉपर टीचर ढूंढने का। इसी बात पे यहाँ पर जंग छिड़ जाती है और एलिस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एलिस की टीम में होते हैं गाजर जो कि उसकी सेना होती है। एलिस कहती है लेकिन आर्ट तो सिर्फ 4 साल का है और तुमने खुद कहा था
था कि तुम आर्ट को पढ़ा सकते हो। रे की टीम में ये सब लोग होते हैं और रे कहता है हाँ बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन मेरे को ये कभी भी अंदाजा नहीं था कि अपना बेटा इतना बड़ा प्रोडिजी निकलेगा माना मैनिपुलेशन के अंदर। मैं सिर्फ आर्ट को होल्ड बैक कर रहा हूँ, आर्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। इतने में ही एलिस हमला कर देती है और बहुत सारी सेना को ठिकाने लगा देती है और कहती है मैं अपने बच्चे को उतनी दूर किसी सिटी के अंदर नहीं भेजूंगी। रे कहता है जायरस कोई अनजान सिटी थोड़ी न है और मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरा दोस्त आर्ट का ध्यान रखेगा। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहसबाजी चल रही होती है और आर्ट इन दोनों को देख रहा होता है। तभी रेनोल्ड आर्ट से कहता है कि तुम भी इस मामले में कहो, क्या तुम बड़ी सिटी में जाना चाहते हो एक असली टीचर के पास? आर्ट अपने मन में कहता है रुको जरा, क्या ये डिसीजन को मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं, ये बात को देखते हुए कि मैं सिर्फ 4 साल का बच्चा हूँ। आर्ट कहता है क्या आप दोनों साथ में नहीं चल सकते हो मेरे टीचर से साथ में मिलने के लिए? ये बात सुनकर एलिस और रे सीरियस होकर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, फिर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि अपन लोगों ने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा कि अपन दोनों साथ में भी जा सकते हैं। एलिस कहती है ऐसे में शायद मैं बेटर फील करूंगी अगर मैं खुद वहां पर जाकर इसके टीचर से मिलती हूँ तो। इसी के साथ एलिस और रे के बीच में प्लानिंग हो जाती है कि इनकी जर्नी 3 हफ्तों की रहने वाली है। अगले सीन में अपन देखते हैं रात के टाइम में आर्ट अपनी बुक के अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है। इतने में यहाँ पर एलिस आ जाती है जो कि आर्ट को सोने के लिए कहती है। एलिस कहती है मुझे पता है अपन लोग थोड़ी सी जल्दीबाजी कर रहे हैं, लेकिन अपन लोगों के साथ मेरे और तुम्हारे डेट के फ्रेंड जाने वाले हैं, इसी कारण से अपन को थोड़ा सा जल्दी करना होगा। आर्ट सोते हुए अपने मन में कहता है उस फ्रेंड को मैं भी जानता हूँ जो कि ट्विन हॉर्न में रहते हैं। जब हमारा घर टूट गया था तब भी उन लोगों ने हमारी मदद की थी हमारे घर को सही करने में। जैसा कि मैंने सुना है उन लोगों में 2 कॉन्जूरर्स है और 3 आर्ग्यूमेंटर्स है, यानी कि टोटल 5 लोग। ये लोग हमारी मदद करने वाले हैं अगर कोई भी परेशानी होती है तो। फाइनली कल के दिन मैं इस छोटे से टाउन से बाहर जाने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि बाहर की दुनिया में क्या है। सीन अगले दिन में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये तीनों पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि रे के दोस्त है। रे किसी से गले मिलता है और कहता है मैं तुम सभी लोगों को अपने बेटे से मिलाता हूँ। आर्थर अपने आप को इन सभी लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करो। वैसे दोस्तों आर्ट का पूरा नाम आर्थर है जो कि शॉर्ट में आर्ट बनता है। दोनों ही नाम बढ़िया है, अपन कोई सा भी नाम ले सकते हैं। आर्ट अपना सिर झुकाता है और सभी लोगों से कहता है हेलो मेरा नाम आर्थर लेवाइन है और आप सभी लोगों का शुक्रिया हमारे साथ जायरस जाने के लिए। तभी हम रे के दोस्त का चेहरा देखते हैं जो कि कहता है कितना ज्यादा मैनरफुल है। बच्चे क्या तुम श्योर हो कि रे तुम्हारा ही डेड है? इस बंदे का नाम एडम क्रेंच है जो कि रे की तरह ही एक ऑगमेंटर है, यानी कि ये बंदा भी अपने माना की मदद से अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकता है। इतने में अपन देखते हैं यहाँ पर एक लेडी को जो कि आर्ट को पकड़ के अपने गले से लगा लेती है और कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस हो, तुम ज्यादा अपनी मदर की तरह बनना। इस लड़की का नाम एंजिला रोज है जो कि एक कॉन्जूरर है। आर्ट अपने मन में कहता है ये क्या है, मुझे सांस लेते नहीं बन रही है। तभी इतने में ही आर्ट को एक बंदा पीछे से पकड़ लेता है और कहता है एंजिला तुम उसे चोट पहुंचा रही हो। अपन इस बंदे को देखते हैं जिसका नाम डर्डन वॉकर है। ये बंदा भी एक कॉन्जरर है। ये बंदा बहुत ही बड़ा और हट्टा कट्टा होता है जो कि आर्ट को बड़े ही प्यार से नीचे रख देता है। आर्ट को इसके अंदर एक प्यारा सा कुत्ता नजर आ रहा होता है। इसके बाद अपन एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेस्मिन फ्लेम्सवर्थ है। ये लड़की भी रे की तरह एक ऑगमेंटर है। ये लड़की आर्ट से कुछ भी नहीं कहती और अपना सिर झुकाकर यहाँ से चली जाती है। आर्ट के पीछे एक लड़की की आवाज आती है और कहती है उसके ऊपर ध्यान मत दो, वो ऐसी ही है। तभी हम एक और लड़की का चेहरा देखते हैं जो कि कहती है आर्थर तुमसे मिलके खुशी हुई, मेरा नाम है हेलेन शार्ड। ये लड़की भी एक ऑगमेंटर है, यानी कि ये भी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा सकती है। इसी के साथ ये सारे के सारे लोग गाड़ियों में बैठ जाते हैं और इन लोगों की जर्नी यहाँ से शुरू हो जाती है। और भाई ये किस तरीके के जानवर से काम करवा रहे हैं, मेरे को लगा कि कोई घोड़ा वोड़ा होगा, लेकिन इधर तो ये छिपकली या फिर डायनासोर जैसा कुछ है। अगले सीन में हम देखते हैं रात के टाइम पर ये लोग जंगली जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं अपने खाने के लिए। शिकार के बाद ये सभी लोग बोर्न फायर जला के उसके सामने बैठ जाते हैं। यहाँ पर अपन आर्ट को देखते हैं जो कि थका हुआ लग रहा होता है। हेलेन आर्ट से कहती है चिंता मत करो, ये तुम्हारी पहली बार ट्रेवलिंग है, इस कारण से तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। आर्ट कहता है हाँ ठीक है और अपने मन में कहता है इस वाली लाइफ में तो पहली बार ही है। हेलेन कहती है तुम्हारे फादर रास्ते भर से तुम्हारी बात करते हुए आ रहे हैं कि तुम कितने बड़े जीनियस मैजिशियन हो, क्या तुम सचमुच में 1 साल पहले अवेकन हो चुके हो? साइड में एडम रे से कहता है कि मैं सोने से पहले एक्सरसाइज करना चाहता हूँ और तुमने बताया कि तुम अपने बेटे के साथ डुअल करते रहते हो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं थोड़ी देर उसके साथ खेलूं तो? रे कहता है हाँ ठीक है, लेकिन
लेकिन ध्यान रखना क्योंकि हम सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ और माना एक्सरसाइज ही करते हैं। इसी के साथ एडम आर्ट को उठा लेता है और यहाँ से ले जाने लगता है। आर्ट अपने मन में कहता है कि मेरी उम्र के बच्चे जद पद करके सीढ़ियां चढ़ना सीखते हैं और ये लोग मेरे जैसे बच्चे से लड़ना चाहते हैं, जैसे कि ये बात इनके लिए कोई अनोखी है ही नहीं। एडम कहता है बच्चे क्या तुम तैयार हो, तुम्हें अपना वेपन तो इस्तेमाल करते हुए आता है ना। एडम फाइट के लिए तैयार हो जाता है और जो एडम ने स्पीयर पकड़ के रखा है ये बंदा इसी का स्पेशलिस्ट है। आर्ट रे की तरफ देख कर कहता है फादर सन टेलीपैथी, ये लाल बालों वाला बंदा जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज फादर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन रे कुछ भी नहीं समझता। रे कहता है कि उसे धूल चटा के रख दो। आर्ट अपने मन में कहता है अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इसी के साथ आर्ट अपने आप को तैयार कर लेता है और अटैक कर देता है एडम की साइड। एडम अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही आर्ट एडम के पास पहुंचता है आर्ट फटाक से एडम के पीछे चला जाता है और वहां से अटैक करने वाला होता है। लेकिन आर्ट का पैर फिसल जाता है और वो अपने मन में कहता है ये बच्चों वाली बॉडी बहुत ही बेकार है। आर्ट अपने आप को संभालता है और अपनी स्वाड से हमला कर देता है। एडम इस अटैक को डोज कर लेता है और अपनी साइड से भी हमला कर देता है, लेकिन आर्ट भी एडम के अटैक को डोज कर लेता है। इतने में आर्ट अपनी बॉडी की मदद से एडम को नीचे गिराने की कोशिश करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एडम इस अटैक से बच जाता है और किक से अपनी साइड से हमला कर देता है। आर्ट इस किक को भी डोज कर लेता है। इतने में एडम अपने स्पीयर की मदद से आर्ट के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। इस अटैक को खाकर आर्ट अपने मन में कहता है कि इस मूवमेंट पर मुझे न्यूटन का थर्ड लॉ याद आया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी के साथ हम देखते हैं इस अटैक का इम्पैक्ट एडम के ऊपर भी आया होता है, जिस कारण से वो पीछे जा रहा होता है और आर्ट यहाँ से दूर गिरता है। एलिस घबराकर आर्ट का नाम लेती है, तभी एडम के पीछे डर्डन आ जाता है जो कि एडम को एक खींच के लगाता है और कहता है बेवकूफ इतनी जोर से क्यों मारा। एडम कहता है उन लोगों ने कहा कि आर्ट को भी फाइट के लिए सही ट्रेनिंग नहीं दी है, ये बात झूठी है। आखिरकार ये लोग उस छोटे बच्चे को किस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे कि वो इस तरीके का छोटा मॉन्स्टर बन चुका है। रे हिचकिचाकर कहता है लेकिन ऐसा कुछ तो मैंने कुछ भी नहीं सिखाया। एलिस आर्ट को हील करते हुए आर्ट से कहती है तो क्या तुम इस बारे में ही स्टडी करते रहते हो। आर्ट बात को संभालने के लिए कहता है कि हाँ मैंने ये सब डेट को देखते हुए सीखा है और बुक्स को पढ़ते हुए सीखा है। एडम कहता है बुक्स, लेकिन कुछ भी हो जो तुम्हारी मूवमेंट टेक्निक्स है वो मुझे भी सिखा देना, ठीक है। आर्ट अपनी टेक्निक बताता है और जैस्मिन और एडम इसे सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों ही गंदी तरीके से गिर जाते हैं। अगले सीन में अपन देखते हैं कुछ दिन बीत चुके होते हैं और ये सभी के सभी लोग सुबह सुबह नहा रहे होते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है कि एडम, हेलेन और मेरे फादर इन तीनों की ट्रेनिंग ठीक ठाक तरीके से चल रही है और सरप्राइजिंग बात यह है कि जैस्मिन ने कुछ टेक्निक्स मेरी सीख भी ली है। मुझे इस बात की अभी भी हैरानी होती है कि आखिर जैस्मिन ने कितनी आसानी से मेरे इंस्ट्रक्शंस को समझ लिए और मेरी टेक्निक्स को सीख ली। इसी के साथ ये लोग यहाँ पर नहा धो लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। एडम आर्ट से कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे फादर के कारण अक्सर हम परेशानियों में फंस जाते थे। इतने में हेलेन कहती है अच्छा ऐसा क्या, लेकिन हर बारी रे सिर्फ परेशानियों को नहीं खड़ी करता, तुम भी करते हो। याद है तुम्हारी वजह से एक बार क्या हुआ था। ऐसा सुनते ही एडम फटाक से बात को बदल देता है। आर्ट दोबारा से अपनी बुक को खोल लेता है और उसे पढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी उसे फीलिंग आती है भाई कोई उसे घूर रहा है और ये जैस्मिन होती है। जैस्मिन का इरादा होता है कि आर्ट उसे और भी टेक्निक सिखाए और आर्ट यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है जैस्मिन की वजह से। ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इनकी गाड़ी को झटका लगता है। हेलेन चिल्लाकर कहती है कि डाकू सभी के सभी लोग तैयार रहो। एंजिला अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। ये बंदी विंड मैजिक में स्पेशलिस्ट होती है और यहाँ पर चारों तरफ तेज हवाएं बहने लग जाती है। इतने में डाकू लोगों की तरफ से इनके ऊपर तीर चलने लग जाते हैं, लेकिन ये सभी के सभी लोग अपने आप को तैयार कर लेते हैं। हेलेन को एक एरो लग चुका होता है, लेकिन फिर भी वो ठीक होती है और ये लोग अपने चारों ओर देखते हैं। चारों तरफ ही डाकू मौजूद होते हैं जो कि इन लोगों को घेर चुके होते हैं। तभी हम इन डाकुओं के लीडर को देखते हैं जो कि कहता है सभी के सभी लोग तैयार रहो और औरतों और बच्चों को जिंदा रहने देना। कोशिश करना कि उनके ऊपर कोई भी घाव नहीं आए, क्योंकि ऐसे में उनकी अपन को कम कीमत मिलेगी। दोस्तों जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो इन डाकुओं का ग्रुप बहुत ही बड़ा है और इन लोगों का प्लान है आदमी लोगों को खत्म कर दिया जाए और औरतों और बच्चों को बेच दिया जाए। आर्ट अपने मन में कह रहा होता है कि ये बात तो मैं भूल ही गया था कि हर एक वर्ल्ड में इस तरीके के कमीने लोग मौजूद होते हैं। आर्ट के चेहरे पे बहुत ही सीरियस लुक होता है। तभी एलिस उसे पकड़ के कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी ये डाकू लोग ऊपर से और भी ज्यादा तीर चलाने लग जाते हैं। नीचे की साइड अपन डर्डन को देखते
देखते हैं ये बंदा अर्थ मैजिक में स्पेशलिस्ट होता है, इसी कारण से ये एक दीवार को खड़ी कर लेता है एकदम पत्थरों की। आर्ट की साइड अभी भी तीर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी एंजिला बीच में आ जाती है और इन लोगों को बचा लेती है। इधर की साइड पे रे बहुत ही अच्छी तरीके से इन डाकुओं को ठिकाने लगा रहा होता है, तभी रे भी खतरे में आ जाता है, लेकिन हेलेन उसे अपने एरो की मदद से बचा लेती है। इधर की साइड पे एडम भी अपने स्पीयर की मदद से काफी सारे डाकुओं को मार देता है और अपन लोग जैस्मिन को देखते हैं, ये बंदी भी काफी ज्यादा स्किलफुल होती है। तभी जैस्मिन के सामने एक ऐसा डाकू आ जाता है जो कि बाकी डाकुओं के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल है, इस कारण से जैस्मिन को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग जाती है। आर्ट जैस्मिन को देखकर कहता है कि जैस्मिन के पास डिसएडवांटेज है क्योंकि उसके अपोनेंट के पास रेंज का फायदा है। क्या मैं अपनी इतनी छोटी बॉडी से इन लोगों की मदद कर पाऊंगा? लेकिन इतने में ही हम देखते हैं भाई साहब इन लोगों की गाड़ी से आकर लगता है रे की हालत खराब हो चुकी होती है और रे को यहाँ पर डाकुओं के बॉस ने फेंका है। आर्ट कहता है मोम आपको जल्दी से फादर को हील करना होगा, लेकिन अपन लोग देखते हैं कि एलिस के हाथ यहाँ पर कांप रहे होते हैं। ये देखकर आर्ट अपने मन में कहता है कि मदर को कुछ तो हुआ है, वो फादर को हील क्यों नहीं कर रही है। रे स्माइल करते हुए एलिस से कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे घाव ज्यादा भी जानलेवा नहीं है, इसीलिए तुम जितना कर सकती हो उतना ही करो। आर्ट तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं डाकुओं के बॉस को संभालता हूँ, तब तक तुम अपनी मदर को लेकर यहाँ से भाग जाना उसी रास्ते पर जहाँ से अपन आए हैं। आर्ट कहता है फादर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं भी लड़ सकता हूँ, आपने मुझे देखा है। यह सुनकर रे आर्ट के सिर पर हाथ रखता है और कहता है लेवाइन आर्थर मैं जानता हूँ कि तुम लड़ सकते हो, इसी कारण से मैं तुम्हारे मदर और उसके अंदर के बच्चे को तुम्हारे भरोसे पे छोड़ रहा हूँ। अब जाकर आर्ट को यहाँ पर पता चलता है कि उसकी मदर प्रेग्नेंट है। आर्ट इस बात को समझता है और अपने फादर से कहता है कि ठीक है मैं मोम को प्रोटेक्ट करूंगा। रे कहता है आर्ट तैयार हो जाओ, उन लोगों के पास 4 मेज बंदे हैं। दोस्तों मेज का मतलब यही कि इन डाकुओं में भी कुछ स्पेशल लोग हैं जो कि स्पेशल मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं लड़ाई करने के लिए। डाकुओं का लीडर चिल्लाकर कहता है उन लोगों को यहाँ से जाने मत देना, उन लोगों के पास एक हीलर है। आर्ट और एलिस यहाँ से भागने लग जाते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है प्लीज फादर अपना ध्यान रखना। इतने में ही एक बंदा आर्ट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बीच में एडम आ जाता है जो कि इस बंदे को संभालने लग जाता है। तभी एक दूसरा बंदा आर्ट के ऊपर निशाना लगाकर एक एरो से हमला करता है। आर्ट को इस बात की भनक लग जाती है और आर्ट अपनी स्वाड की मदद से इस एरो को ब्लॉक करता है, लेकिन आर्ट की स्वाड लकड़ी की होती है, इस कारण से वो टूट जाती है। इतने में ही हेलेन उस डाकू को तीर से खत्म कर देती है और कहती है रुको मत आर्ट, भागो यहाँ से। आर्ट भागने लग जाता है, तभी उसे एक बात रियलाइज होती है। आर्ट अपने मन में कहता है कुछ तो गड़बड़ है, डाकुओं के बीच में 4 मेजेस मौजूद है। पहला मेज जो कि जैस्मिन और एंजिला से लड़ रहा है, और दूसरा मेज जो कि एडम से लड़ रहा है, तीसरा मेज जो कि फादर और हेलेन से लड़ रहा है, लेकिन चौथा मेज कहाँ पर है। इतने में ही डाकुओं का बॉस चिल्लाकर कहता है डेमियन प्लान को भूल जाओ, इनमें से एक को भी जिंदा मत छोड़ना। इसी के साथ हम देखते हैं चौथा मेज यहाँ पर ऊपर की साइड होता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है आर्ट और एलिस की साइड पर। आर्ट अपने मन में कहता है अगर मैं इस अटैक को डोज भी कर दूं अपने माना की मदद से, तो ऐसे में मैं मोम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इसी कारण से आर्ट फटाक से एलिस को सेफ जगह पर धक्का दे देता है और अपने मन में कहता है अगर ऐसी कंडीशन में मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो कम से कम एक मैच को अपने साथ लेके जाऊंगा। आर्ट के पास एक चाकू मौजूद होता है जिसके अंदर वो अपने माना का इस्तेमाल करता है और वो इस चाकू को फेंक के मारता है इस अटैक के ऊपर। इस अटैक को खत्म करते हुए ये चाकू डायरेक्ट जाता है उस मेज के पैर के ऊपर और उस मेज का पैर बन जाता है। आर्ट ने चाकू के अंदर अपने माना को एकदम धागे की तरह इस्तेमाल किया होता है, जिस कारण से ये दोनों के दोनों ही बंदे एक साथ यहाँ से पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। डर्डन अपने अर्थ मैजिक की मदद से आर्ट के धागे को पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई भी बात नहीं बनती। आर्ट नीचे गिर रहा होता है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है कि अब ऐसा लगता है सभी लोग अपने आप को संभाल लेंगे। आर्ट अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है डैम, हमेशा से ही मैं एक बड़ा भाई बनना चाहता था। इसी मोमेंट पर सीन जो आर्ट है उसकी पुरानी लाइफ में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर अपन देखते हैं आर्ट किंग है और अपने ही पैलेस के अंदर घूम रहा होता है। आर्ट एक रूम में जाता है जहाँ पर कि एक बूढ़ा आदमी मौजूद होता है जो कि आर्ट को किंग ग्रे कहता है। आर्ट अपने मन में सोच रहा होता है, जिस कारण से अपन लोगों को पता चलता है कि जो आर्ट का पुराना किंगडम था वहाँ पर जो बर्थ रेट था वो कम था, साथ ही साथ वहाँ पर रिसोर्सेज की भी कमी थी, जिस कारण से वहाँ के जो किंग्स होते हैं वो वॉर्स नहीं करते बल्कि आपस में ही डुअल मैच करते थे। और जो आर्ट है ये एक चैंपियन टाइप का बंदा हुआ करता था। ये जो साइड में बूढ़ा आदमी है ये आर्ट से कहता है तुम अपनी ही अचीवमेंट्स को देख रहे हो, जो कुछ भी तुमने पाया
किया और हासिल किया है, इसके लिए तो कोई भी जलन कर सकता है। वैसे तुम एकदम से यहाँ पर मेरे पास क्यों आए हो? इतने में ही जो किंग ग्रे होता है अपने पास से एक मेडल निकाल कर यहाँ पर रख देता है और कहता है मेरलोर्न, मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ। मेरलोर्न कहता है लेकिन क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ग्रे यहाँ से चला जाता है और अपने मन में कहता है पूरी जिंदगी मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट होने के लिए गुजार दी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्या मैंने ये सब कुछ फेम के लिए किया या फिर क्या मैंने ये सब ग्लोरी के लिए किया? इसी मोमेंट पर सीन वापिस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। आर्ट कहता है मैं अभी भी अनाथ हूँ, जितने भी लोगों को मैंने माना था, चाहा था, वो सभी लोग जा चुके हैं। मेरी पुरानी जिंदगी में मेरे पास जो कुछ भी था वो मैं सब कुछ न्योछावर कर सकता हूँ अगर मुझे एक और मौका मिल जाए उन लोगों के साथ रहने का जिन लोगों के साथ में था मैं। दोस्तों जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, जो ये बंदा है आर्ट, अपनी पुरानी जिंदगी में एक किंग था लेकिन कोई भी इसकी फैमिली वगैरह नहीं थी, बेचारा पहले से ही अनाथ था। इसीलिए इस बंदे को फैमिली और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू पता है। देखते हैं दोस्तों अब आगे क्या होता है। अपन लोग एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर अपन ग्रे को पड़ा हुआ देखते हैं, मतलब आर्ट को धीरे धीरे करके होश आ रहा होता है और वो अपने मन में कहता है आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर, और वो अपने साइड में देखता है उसी मेज डाकू बंदे को जो कि साइड में मरा पड़ा है। पता नहीं ये बंदा और आर्ट कितने टाइम से यहाँ पर पड़े हुए हैं। आर्ट को इस बंदे को देखते के साथ ही उल्टी हो जाती है। आर्ट अपने साइड में कुछ खाने पीने का सामान देखता है और घसीटते हुए अपने आप को वहां तक ले जाता है और इस खाने को खा लेता है। आर्ट की हालत बहुत ही खराब लग रही होती है लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो अपने आप को उठाता है और सबसे पहले वो इस बंदे के पास से अपने चाकू को वापस निकालता है। आर्ट अपनी ऊपर की साइड पहाड़ की चोटी को देखता है और अपने मन में कहता है क्या मैं इतनी ऊपर से गिरने के बावजूद भी सर्वाइव कर गया? फिलहाल में ये बातें मैटर नहीं करती, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। जैसे ही आर्ट यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, भाई साहब इस बंदे को एक आवाज सुनाई देती है कि ओ तुम जाग चुके हो। आर्ट ये आवाज सुन के चौंक जाता है और फटाक से छुप जाता है और अपने मन में कहता है कि मत कहना इस लाश के अंदर से अभी अभी आवाज आई है। आर्ट इस लाश के पास जाता है और चेक करने लग जाता है कि कहीं ये लाश उठ न जाए, लेकिन तभी दोबारा से आवाज आती है और कहती है तुम्हारी बॉडी कैसी है और चिंता मत करो ये लाश अब नहीं उठने वाली। आर्ट अपने चाकू को आगे करके पूछता है कौन हो तुम और क्या तुमने ही मुझे बचाया? दोबारा से वो आवाज आती है और कहती है तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब हाँ है और अगर तुम्हें पहले सवाल का जवाब चाहिए तो तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा जब तुम मेरे पास आओगे जहाँ पर मैं रहता हूँ। आर्ट कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा? वो आवाज कहती है क्योंकि मैं अकेला हूँ जो कि जानता है कि तुम यहाँ से घर वापस कैसे जा सकते हो। आर्ट अपने मन में कहता है अरे हाँ मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स क्या वो सेफली जायरस सिटी में पहुँच चुके होंगे? आर्ट कहता है मिस्टर वॉइस क्या तुम्हें कुछ दिक्कत है मुझे डायरेक्शन दिखाने में जो तुम अपने आप को मुझसे छुपा रहे हो? आवाज कहती है आर्थर लेवाइन तुम बिल्कुल सही समझे हो लेकिन ये बात अच्छी नहीं है, तुम एक लेडी को मिस्टर कह के बुला रहे हो। आर्ट अपने मन में कहता है रुको जरा, इसे आखिरकार मेरा नाम कैसे पता है? तभी आवाज कहती है ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इतने में हम देखते हैं आर्ट की दोनों आंखें लाल पड़ जाती है और उसके आंखों के सामने कुछ न कुछ अजीबोगरीब चलने लग जाता है। तभी आखिरी में आर्ट को एक जगह दिखाई देती है। आवाज कहती है कि मैं तुम्हें रिकमेंड करती हूँ कि तुम्हें अभी निकल जाना चाहिए क्योंकि दिन के उजाले में ट्रेवलिंग करना ज्यादा सेफ होगा। उस लेडी की आवाज के हिसाब से आर्ट आगे बढ़ने लग जाता है और अपने मन में कहता है मेरी बॉडी अभी भी कहीं कहीं पर दर्द कर रही है लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता और मुझे ये भी जानना है कि आखिर इस लेडी ने किस तरीके का मैजिक इस्तेमाल किया मुझे गिरने से बचाने के लिए और आखिरकार इसने सिर्फ मुझे ही क्यों बचाया। आगे बढ़ते हुए आर्ट को एक आवाज सुनाई देती है जिस आवाज की ओर आर्ट बढ़ने लग जाता है और अपने मन में कहता है जो कि मैं सोच रहा हूँ काश ये वही हो। तभी हम देखते हैं आर्ट को यहाँ पर पानी मिल जाता है और पानी को देखते के साथ ही आर्ट उसके अंदर जंप लगा देता है और नहाने लग जाता है। तभी उस लेडी की आवाज दोबारा से आती है जो कि हंसते हुए कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो और ये बंदा बेचारा शर्मा जाता है और ये नीचे क्या छुपा रहा है। तभी ये लेडी कहती है चिंता मत करो वहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं है छुपाने लायक और ये बात भाई इस बंदे को एकदम भाले की तरह चुभी होती है। आर्ट रोते हुए अपने कपड़े पहनते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो सिर्फ एक बात थी, एक किंग को हमेशा अपने आप को शांत रखना चाहिए और किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बॉडी अंडर डेवलप्ड है, सिर्फ इतनी सी ही बात है। वो लेडी कहती है मुझे माफ करना, मैं ऐसे ही कह रही थी, मुझसे नफरत मत करना। आगे बढ़ते हुए आर्ट अपने मन में कहता है कि मैं माउंटेन की ईस्ट साइड पे गिरा था, इसका मतलब जरूर से मैं एल्व के इलाके के आसपास हूँ। लेकिन एल्शायर का जंगल जिस कारण से जाना जाता है, यहाँ पर तो उस तरीके
कि कोई फॉग नहीं मौजूद है। दोस्तों अगर तुम लोग भूल चुके हो तो जो एल्शायर का जंगल है उसी के अंदर एलनोयर किंगडम छुपा हुआ है और वहीं पर एल्व लोग रहते हैं। वैसे एल्व एक प्लूरल वर्ड है, अगर सिंगुलर देखे तो वो होगा एल्फ, यानी कि एल्फ लोग वहीं पर रहते हैं एल्शायर के जंगल में, यानी कि एलनोयर किंगडम में। लेकिन अभी भी आर्ट यहाँ पर श्योर नहीं है कि आखिर आर्ट है कहाँ पर। आगे बढ़ते हुए आर्ट अपने मन में कहता है कि मेरा डर शांत है, क्योंकि जिस बीस्ट ग्लेड इलाके से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ पर ऐसा लगता है कि सिर्फ छोटे मोटे ही जानवर मौजूद है। मेरे लिए यहाँ पर सरप्राइज होने जैसी बात यह है कि ये जगह इतनी ज्यादा माना से भरी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई बड़ा माना बीस्ट नहीं मौजूद है। ये एक पछताने जैसी बात है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुककर इस माना को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मुझे फटाक से आगे बढ़ना होगा। अगर मेरे पेरेंट्स जिंदा है तो ऐसे में मुझे जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास जाना है, नहीं तो मेरी मदर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होगा, जिस कारण से उनके पेट में बच्चा है उस पर भी खतरा आ सकता है। अपन लोग देखते हैं आर्ट उस जगह पर पहुंच जाता है जो जगह उस लेडी ने आर्ट को बताई होती है। लेडी की आवाज आती है जो कि कहती है मुझे खुशी हुई कि तुम सेफली यहाँ तक पहुंच चुके हो। आर्ट यहाँ पर एक पेड़ को पकड़ लेता है और कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई। लेडी की आवाज आती है जो कि कहती है कितनी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन मैं कोई पत्थर थोड़ी न हूँ जिसके अंदर इमोशंस है, तुम जल्द ही मुझे इन दरारों के बीच में ढूंढ लोगे। इसी के साथ हम देखते हैं आर्ट को एक दरार के अंदर बहुत ही ज्यादा लाइट दिखाई दे रही होती है और आर्ट उस दरार के जरिए अंदर जाने लग जाता है। आर्ट जैसे तैसे करके एक जगह पर पहुंचता है जहां पर लेडी की आवाज कहती है कि अपने कदम को ध्यान से रखना, लेकिन इतने में ही आर्ट फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। यह गड्ढा लगभग 2 मंजिल की बिल्डिंग के बराबर होता है, लेकिन आर्ट अपने आप को संभाल लेता है और जैसे ही आर्ट उठता है वो अपने सामने देखता है भाई साहब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है, जिसे कि देखते के साथ आर्ट बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। ये मॉन्स्टर आर्ट की तरफ देखकर कहता है या फिर कहती है तो बच्चे फाइनली अपन मिल ही गए, और इसी के साथ ये आर्ट की ओर बढ़ने लग जाती है। ये मॉन्स्टर आर्ट से कहती है अगर तुम अपने मुंह को इतना ज्यादा खुला रखोगे तो ऐसे में मक्खियां घुस जाएगी। ये मॉन्स्टर आर्ट से हाथ मिलाती है और कहती है मुझे डायमेंशन रिफ्ट को खोलने में टाइम लगेगा, इतना ताकतवर रिफ्ट की जो कि तुम्हें अपने घर तक पहुंचा देगा। यहाँ पर कुछ स्पेशल प्लांट्स मौजूद है जो कि तब तक के लिए तुम्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आर्ट इस खाने को खाते खाते खुद ही इस मॉन्स्टर का खाना बन जाएगा। हो सकता है ये मॉन्स्टर सोच रही हो कि ये तो अभी पिद्दी है, इसको थोड़ा खाना पीना खिलाएंगे, बड़ा करेंगे, उसके बाद खा जाएंगे। मस्त प्लान है। देखते हैं आगे क्या होता है। आर्ट बड़े ही मैनर्स में कहता है थैंक यू और चला जाता है फ्रूट्स की तरफ, लेकिन फ्रूट्स को तोड़े इससे पहले ही उसे अपने मदर फादर की याद आ जाती है। एकदम से ये मॉन्स्टर आर्ट के पीछे आ जाती है, जिस कारण से आर्ट चौंक जाता है। ये मॉन्स्टर कहती है कि ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। ये दोनों साथ में बैठकर फ्रूट्स खाने लग जाते हैं। तभी एकदम से आर्ट पूछता है कि तुमने बताया कि तुम एक लेडी हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? ये मॉन्स्टर बताती है कि मेरा नाम सिल्विया है। आर्ट कहता है सिल्विया अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? सिल्विया कहती है तुम पूछ सकते हो, लेकिन शायद से मैं हर एक सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। आर्ट अपने मन में कहता है जिस तरीके से सिल्विया दिखती है उसका डर मेरे दिमाग से धीरे धीरे हटने लगा और मैंने उससे बहुत सारे सवाल पूछे, जैसे कि आखिरकार ये जगह कहाँ पर है और तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और तुमने मेरी जान क्यों बचाई है और तुम्हारे शरीर पे जो घाव है वो कहाँ से आया? सिल्विया इन सवालों के जवाब देती है और कहती है ये एक छोटी सी जगह है जो कि बीस्ट ग्लेड और एल्शायर के जंगल के बीच में मौजूद है। इस जगह को कोई भी नहीं जानता क्योंकि इस जगह की मैं देखरेख करती हूँ। वैसे भी यहाँ पर लोगों का आना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। आर्थर तुम पहले इंसान हो जो कि यहाँ पर अंदर आए हो। आर्ट कहता है तुम मुझे आर्ट कह सकती हो। सिल्विया कहती है ठीक है, अब से मैं भी तुम्हें आर्ट कहूंगी और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरे साथ रहने वाला कोई भी नहीं बचा है। मेरे कई सारे दुश्मन थे जो कि मुझसे कुछ हासिल करना चाहते थे। उन लोगों से जब मैंने आखिरी लड़ाई करी भागने से पहले, उसी कारण से मेरे ऊपर ये घाव आ चुका है। और तुमने पूछा कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया। शायद से मैं तुम्हारी हिम्मत और सेक्रीफाइस को देखकर इम्प्रेस हो गई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं अकेलापन महसूस करती हूँ इस कारण से। ऐसा कहते हुए सिल्विया यहाँ से जाने लग जाती है और कहती है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अब सोना होगा। मेरे घाव में इन्फेक्शन हो चुका है और मुझे अपनी अच्छी कंडीशन में होना होगा डायमेंशन
रिफ्ट के ऊपर काम करने के लिए। आर्ट सिल्विया को गुड नाइट कहता है और अपने मन में कहता है कि जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि एक निडर शख्स अंधेरे की ओर आगे बढ़ रहा है, मैं कुछ कर तो नहीं सकता लेकिन इस बात को महसूस जरूर से कर सकता हूँ कि वो कितना ज्यादा अकेलापन महसूस करती है। सिल्विया मुड़कर कहती है, मैं एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गई, भले ही मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ कि वो लोग कहाँ पर है, लेकिन तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स सही सलामत है। ये बात जानकर आर्ट को बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सिल्विया से थैंक यू कहता है। बाय द वे दोस्तों, मैंने सोचा था कि सिल्विया आर्ट को खा सकती है, लेकिन सिल्विया बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि सिल्विया ऐसा कुछ भी करेगी। अपन लोग देखते हैं सिल्विया बहुत ही अच्छी होती है, जिस कारण से आर्ट बहुत ही जल्दी सिल्विया के साथ घुल मिल जाता है। आर्ट अपने मन में कहता है, जब भी सिल्विया पोर्टल के ऊपर काम नहीं कर रही होती है उस टाइम पर हम घंटों आपस में बातचीत करते रहते हैं और मस्ती करते रहते हैं। वो टाइम कब दिनों और हफ्तों में बदल गया पता ही नहीं चला। हालांकि जो सिल्विया है उसने अपने बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं धीरे धीरे अंदाजा लगा पा रहा था कि वो किस तरीके की इंसान है। सिल्विया इस बात का जीता जागता सबूत है कि किसी भी बुक को उसके कवर को देख के जज नहीं करना चाहिए। आर्ट मेडिटेशन कर रहा होता है, तभी सिल्विया पूछती है, आर्ट क्या तुमने खाना खाया? ये फ्रूट्स बहुत ही रेयर उगते हैं। आर्ट सिल्विया के पास से उस फ्रूट को ले लेता है और अपने मन में कहता है, सिल्विया को देखकर मुझे अपनी मदर की याद आती है। सिल्विया बहुत ही ज्यादा जेंटल और अच्छे दिल की है। इसी के साथ आर्ट को उन डाकुओं का ख्याल आता है जिन्हें की याद करके आर्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर उनमें से एक भी जिंदा हुआ तो मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा, वो बहुत ही बेकार मौत डिजर्व करते हैं। ये सुनकर सिल्विया आर्ट को अपनी उंगली से हिट करती है और उसे नीचे गिरा देती है और कहती है, तुम्हारे दिल के अंदर अगर नफरत और बदले की भावना उत्पन्न होती है तो इससे तुम्हारा ही घाटा होगा। ऐसे में तुम्हें आगे चलकर बदनसीबी का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण से तुम्हारे दिल के अंदर जितनी भी नफरत और गुस्सा है उसे अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। तुम्हें इन सब से कुछ सीख लेनी चाहिए और अपनी जिंदगी को खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम तभी सचमुच में एक विनर कहलाओगे। इतनी शानदार और बढ़िया स्पीच देने के बाद सिल्विया कहती है, कहीं मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया? क्या यह तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? आर्ट अपने मन में कहता है, लाइफ और मोरल्स के बारे में ऐसे किसी के मुंह से लेसन सीखना जो कि दिखने में खुद ही बहुत ही ज्यादा इविल है, इससे मेरे दिल में बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हुआ है। सिल्विया कहती है, आर्ट्स क्या हुआ? तुम ये फ्रूट्स क्यों नहीं खा रहे हो? एकदम से आर्ट सूद में आता है और कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। इतने में आर्ट की नजर सिल्विया के घाव पर पड़ती है जिसकी हालत पहले से खराब लग रही होती है। सिल्विया कहती है, तुम चिंता मत करो, ये कभी जभी इसी तरीके की तकलीफ देता रहता है। वैसे मैं कुछ तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे तो लगा था कि ह्यूमंस 12 से 13 साल के आसपास में अवेकन होते हैं, लेकिन आखिर तुम्हारा माना कोर कैसे डेवलप हो गया? तुम कई सारे मेजर से ज्यादा अच्छे तरीके से अपने माना को इस्तेमाल कर पाते हो। आर्ट कहता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि मैं एक जीनियस हूँ। सिल्विया कहती है, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। आर्ट कहता है, क्या चीज? अगर तुम ज्यादा अच्छे हुए तो लड़ाई के दौरान ही मूवमेंट करते हुए तुम माना को एब्जॉर्ब कर सकते हो। ऐसा कहते हुए सिल्विया खुद भी मूव करते हुए माना को एब्जॉर्ब कर रही होती है। सिल्विया कहती है, माना को लेकर ह्यूमंस का माइंडसेट बहुत ही बेसिक है, तुम चाहो तो छोटे मोटे मूवमेंट करके माना को एब्जॉर्ब करना सीख सकते हो। आर्ट भी अपने हाथ को हिलाते हुए माना को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। सिल्विया कहती है, जितने भी माना बिस्ट होते हैं वो ये काम नेचुरली ही कर सकते हैं, लेकिन इंसानों की बॉडी के लिए मल्टीटास्किंग करना मुश्किल होता है। और जैसा कि तुमने बताया, मुझे लगता है कि अगर तुम हार्ड ट्रेनिंग करोगे तो तुम इस काम में सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसा सुनकर आर्ट अपने फुल जोश के साथ कहता है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सिल्विया कहती है, ठीक है, जरूर से करना। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपनी पूरी मेहनत कर रहा होता है और पीछे की साइड पे सिल्विया पोर्टल के ऊपर काम कर रही होती है। आर्ट कहता है, मूवमेंट के साथ साथ अपने माना फ्लो को मेंटेन करना ये फाइट में बहुत ही बड़ी एडवांटेज है, लेकिन इसे करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं ये बंदा एक बार करने में सक्सेसफुल हो जाता है। आर्ट खुशी के मारे कहता है, सिल्विया देखो मैंने ये कर लिया, और वो मुड़ के सिल्विया की तरफ देखता है। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई साहब सिल्विया जमीन पे गिर चुकी होती है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है। आर्ट घबरा कर सिल्विया की तरफ भागता है और देखता है
है सिल्विया के नीचे बहुत सारा खून आ चुका है। आर्ट चिल्लाकर सिल्विया का नाम लेता है और अपने माना की मदद से उसे जैसे तैसे करके पलटता है। आर्ट सिल्विया के घाव को देखता है और कहता है, सिल्विया तुम्हारे घाव की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों हो चुकी है। सिल्विया इसका कोई जवाब नहीं देती। तभी आर्ट पोर्टल की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है मैं समझ गया। आर्ट के दिमाग में सिल्विया की सभी मेमोरीज घूमने लग जाती है और वो अपने मन में कहता है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि सिल्विया पोर्टल बनाने के ऊपर काम कर रही है। यह देखकर आर्ट को बहुत ही दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तभी सिल्विया को होश आता है जो कि कहती है, कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। आर्ट कहता है, ठीक कैसे है जबकि तुम मेरे लिए अपनी खुद की जान गंवा रही हो। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अभी भी रो रहा होता है जो कि अपने मन में कहता है, जब से मेरा बर्थ हुआ है मैं बच्चे की तरह आज पहली बार इतना ज्यादा रोते ही जा रहा हूँ। सिल्विया कहती है, आर्ट शांत हो जाओ, अपन दोनों के पास साथ में बहुत ही कम टाइम बचा है और मैं नहीं चाहती कि ये इस तरीके से जाया जाए कि तुम अपने आप को ब्लेम करते रहो। आर्ट कहता है, मैं अपने आप को ब्लेम कैसे ना करूँ जबकि तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हो मेरे लिए ताकि मैं अपनी फैमिली से मिल पाऊँ। सिल्विया कहती है, लेकिन इस तरह से तो तुम तो मेरी मदद कर रहे हो कि इस केव से मुझे जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। मेरा नाम मेरे फॉर्म के साथ मैच नहीं खाता है कि नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं दोस्तों सिल्विया का हाथ गायब होने लग जाता है और हम देखते हैं पूरी की पूरी सिल्विया ही गायब होने लग जाती है। लेकिन भाई साहब ये आखिरी में क्या हो रहा है, सिल्विया एक अलग ही तरीके के शख्स में कन्वर्ट हो चुकी है। सिल्विया कहती है, क्या अब मेरा नाम मेरे ऊपर ज्यादा सूट हो रहा है। आर्ट पूछता है, ये क्या सिल्विया, क्या तुम एक ड्रैगन हो। सिल्विया कहती है, हाँ मेरे ख्याल से तुम इंसान मुझे ड्रैगन ही कहते हो, लेकिन अभी भी अपन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे इस पोर्टल को कंप्लीट करने के लिए अपने ओरिजिनल फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा और क्योंकि अब मेरा मुखौटा जा चुका है वो लोग यहाँ पर आते ही होंगे। आर्ट पूछता है, कौन लोग, लेकिन सिल्विया इसका जवाब नहीं देती और अपने पंख को स्विंग करती है जिससे कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर रिलीज होती है। सिल्विया कहती है, आर्ट मेरी बात ध्यान से सुनो, जब अपन अलग हो उससे पहले मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। इतने में हम देखते हैं आर्ट के हाथ में एक चमकीला सा अंडा आ जाता है जिसे कि सिल्विया कहती है, इस पंख की मदद से इसके ओरा को छुपा लो और प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बने रहो। और हम देखते हैं इतने में ही सिल्विया आर्ट को अपनी चोंच मार देती है और हम देखते हैं सिल्विया के कारण आर्ट के अंदर कुछ न कुछ तो अजीब हुआ होता है। सिल्विया कहती है, अभी के लिए इतना ही काफी है, टाइम आने पर ये सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। मैं फटाक से पोर्टल को ओपन कर देती हूँ। मैं तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारे घर तक नहीं पहुँचा सकती लेकिन मैं तुम्हें इंसानों के करीब तक पहुंचा दूंगी। यह सुनकर आर्ट कहता है, तो सिल्विया क्या इस तरीके से अपन बिछड़ने वाले हैं। इतने में हम देखते हैं जो ये गुफा होती है इसके पत्थर टूट टूट कर आर्ट के ऊपर गिरने वाले होते हैं, लेकिन सिल्विया अपने पंखों की मदद से आर्ट को बचा लेती है। इसी मोमेंट पर पीछे की साइड से अपन एक अनजान शख्स की आवाज सुनते हैं जो कि कहता है, लेडी सिल्विया जिद्दी मत बनो, उसे हमारे हवाले कर दो। आर्ट सिल्विया के पंखों के अंदर से झांक कर देखता है कि ये कौन है। ये तो सिल्विया के पुराने फॉर्म की तरह दिखता है। इतने में सिल्विया अपनी ट्रांसपोर्टेशन को एक्टिवेट कर देती है और कहती है, आर्ट मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने जानबूझकर ट्रांसपोर्टेशन स्पेल के ऊपर धीरे काम किया ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा समय तुम्हारे साथ बिता सकूं। अगर तुम मुझे माफ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं तुमसे एक और सेल्फिश रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। क्या तुम सिर्फ एक बार मुझे ग्रैंडमा कह के बुला सकते हो। आर्ट बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सिल्विया का पंख पकड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं तुम भी मेरे साथ चलो। सिल्विया कहती है, तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और इतना कहते ही सिल्विया अपने पंख की मदद से आर्ट को पोर्टल के अंदर धक्का दे देती है। आर्ट चिल्लाकर कहता है, नहीं सिल्विया, और एकदम लास्ट में चिल्लाकर कहता है, ग्रैंडमा। और ये सुन के सिल्विया को बहुत ही खुशी होती है। आर्ट पोर्टल के थ्रू दूसरी साइड पर चला जाता है जहाँ पर कि वो जमीन पे गिरता है और अपने मन में कहता है, क्या वो चली गई, क्या मैं दोबारा सिल्विया से नहीं मिल पाऊंगा। मैंने जितने भी 4 महीने के आसपास सिल्विया के साथ बिताए हैं वो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। वो टाइम बहुत ही लंबा और बहुत ही छोटा दोनों ही एक साथ था। सिल्विया ने मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया था और मुझे ऐसी चीजें सिखाई थी जिनकी मेरे अंदर कमी थी। इतने में हम देखते हैं आर्ट के दिमाग में थोड़ा सा दर्द टाइप का होता है और उसको सुनाई देती है सिल्विया की आवाज जो कि कह रही है, क्या तुम मेरी आवाज को सुन पा रहे हो। अगर तुम ये आवाज को सुन पा रहे हो इसका मतलब मैंने तुम्हें दिखा दिया कि असलियत में मैं क्या हूँ। इतने में ही
आर्ट अपने मन में कहता है जरूर से उस मोमेंट पर सिल्विया ने मेरे अंदर एक मैसेज को छोड़ दिया। सिल्विया की आवाज कहती है तुम्हारी एज बहुत ही छोटी है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने अपने माना को डार्क रेड स्टेज तक पहुंचा दिया है, लेकिन इतना काफी नहीं है, तुम अभी भी कमजोर हो। इसी कारण से मैंने अपनी विल को तुम्हारे अंदर फ्यूज कर दिया है, जिससे कि तुम्हारा फ्यूचर डेवलपमेंट हो सकता है। ये मेरी तरफ से एक गुड बाय गिफ्ट है। तुम्हारा डेवलपमेंट इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि तुम मेरे गिफ्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करोगे। और हाँ, एक और बात, मैं फील कर सकती हूँ कि तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रहे होगे, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है जिनका कि तुम्हें ख्याल रखना है। मेरी यही इच्छा है कि तुम अपने बचपन को अच्छे से एंजॉय करो और बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनो, ताकि मुझे और तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर प्राउड हो। एक और बात, जब तुम्हारा माना कोर व्हाइट स्टेज पर पहुंच जाएगा तुम मुझे दोबारा से सुन पाओगे। उस समय पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी जो कि तुम्हें समझना है। तब तक के लिए अलविदा। और भाई साहब, जो ये सिल्विया होती है अपने मैसेज के एकदम ही लास्ट में कहती है कि अलविदा किंग ग्रे। भाई ये पूरी तरीके से एक मिस्टीरियस बात है कि आखिर सिल्विया को ग्रे के बारे में कैसे पता है। अपन ने जितना भी देखा है, आर्ट ने तो कुछ भी नहीं बताया है अपनी पार्ट लाइफ के बारे में। आर्ट भी अपने मन में इसी बात को सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे मेरे बारे में कैसे पता चला। आर्ट आगे कहता है एक बात तो श्योर है, अगर मैंने अपने मन में बदले का ख्याल लाया तो मेरी ये वाली लाइफ भी पुरानी लाइफ की तरफ व्यर्थ हो जाएगी। आर्ट देखता है कि फिलहाल में वो किसी अनजान जगह पर मौजूद है, इसी कारण से वो अपने माना का इस्तेमाल करता है और फटाक से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और चारों तरफ देखने लग जाता है। एक बात तो श्योर है कि मैं एल्शायर के जंगल में मौजूद हूँ। ऐसा कहते हुए आर्ट यहाँ पर आगे बढ़ने लग जाता है। जितना मुझे सिल्विया ने सिखाया है, मैं अपने माना रोटेशन को बहुत ही कम इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इससे ही अपने मैजिक को ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। सिल्विया ने तो कहा था कि मैं इंसानों के करीब पहुँच जाऊंगा। आर्ट के इतना सोचते ही दोस्तों आर्ट के कानों में एक इंसान के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फटाक से आर्ट तेजी से उस साइड पर जाने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि अगर कोई भी इंसान मिल गया तो उनकी मदद से मैं अपने घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही आर्ट वहां पर पहुंचता है, आर्ट देखता है यहाँ पर कोई डाकू लोग मौजूद है जो कि एक एल्फ लड़की को किडनैप कर रहे होते हैं। ये डाकू कहता है कि एल्फ लड़कियां तो बहुत ही कीमती होती है और दोस्तों इन लोगों का इरादा होता है कि ये इस एल्फ लड़की से गलत काम करवाएंगे। हालांकि इन डाकुओं की बात से अपन को पता चलता है कि ये एल्फ अभी भी बच्ची है, लेकिन फिर भी ये इसे बेच देंगे ताकि आगे जाकर ये गलत काम करे। ये बात सुनकर आर्ट को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शांत करता है और अपने मन में कहता है आखिरकार इन डाकुओं के हाथ में ये जंगली कुत्ते कहाँ से लग गए। अगर इनमें से किसी एक को भी मैं काबू में कर लेता हूँ तो ऐसे में इस फॉरेस्ट से निकलना मेरे लिए आसान हो जाएगा। रही बात इन डाकुओं की, जो मेरे अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है वो इनके ऊपर उतारना सही होगा, लेकिन मैं इन चारों से एक साथ नहीं लड़ सकता। इसी कारण से मुझे इनका थोड़ी देर तक पीछा करना होगा और अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना होगा। आर्ट अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है और इन जंगली कुत्तों के ऊपर एक नट फेंक के मारता है, जिस कारण से ये लोग चिल्लाने लग जाते हैं। एक डाकू नीचे उतरता है और कोशिश कर रहा होता है इन कुत्तों को शांत कराने की, लेकिन आर्ट इसी मौके का फायदा उठाता है और इस डाकू को खत्म कर देता है और इसके पास से चाकू ले लेता है। एक दूसरा डाकू कहता है कि आखिर तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, और हम देखते हैं आर्ट धीरे से आता है इस वाले डाकू के पास और इसे भी खत्म करके रख देता है। आर्ट कहता है इस छोटी बॉडी के कारण मुझे लड़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जब तक वो दो डाकू सो रहे हैं मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा। लेकिन इतने में ही उन दोनों डाकुओं की आवाज आती है जो कि जगे हुए होते हैं, सोए नहीं होते। आर्ट बहुत तेजी से इस डाकू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये डाकू बहुत ही चौकन्ना होता है, जिस कारण से ये आर्ट के अटैक को ब्लॉक कर लेता है अपनी स्वाड की मदद से। लेकिन अपन देखते हैं आर्ट अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो इस डाकू के दोनों पैरों को काट देता है। जो ये चौथा डाकू है ये आर्ट को देख लेता है। ये तीसरा वाला डाकू कहता है कि संभल के रहना, यहाँ पर एक बच्चा है जो कि एक मेज है। ऐसा सुनते ही ये चौथा डाकू अपने आप को तैयार कर लेता है और अपन लोग देखते हैं ये चौथा डाकू एक मेज होता है जो कि कहता है अगर ऐसी बात है तो अपने हाथ में एक सोने का अंडा लग चुका है, ये बच्चा उस एल्फ बच्ची से भी ज्यादा कीमती साबित हो सकता है। ऐसा कहते हुए ये डाकू आर्ट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आर्ट इस डाकू के अटैक को डॉज कर लेता है और उसके ऊपर एक पत्थर से हमला कर देता है। इस कारण से ये डाकू चौंक जाता है। इसी मौके पर आर्ट अपने पास के चाकू से हमला कर देता है इस डाकू के ऊपर, लेकिन ये डाकू उस चाकू को कैच कर लेता है। ये डाकू बहुत ही ज्यादा तेज होता है, जिस कारण से ये चाकू को अपनी लेफ्ट साइड पे फेंक देता है और कहता है ये लो अपना हथियार, इसे कैच करो। आर्ट जैसे ही चाकू की साइड पर बढ़ता है ये बंदा बहुत तेजी से आर्ट के ऊपर एक पावरफुल किक लगा देता है। ये बंदा आर्ट का
पैर पकड़ के उसे उठा लेता है और कहता है बच्चे अब हार मान लो, तुम इतनी छोटी बॉडी से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आर्ट अपने मन में कहता है अगर विंड मैजिक की मदद से माना को ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है तो जरूर से फायर मैजिक का भी इस्तेमाल किया जा सकता होगा। भाई साहब ये बंदा फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है जो कि इसने आज से पहले कभी देखा भी नहीं है और इस बंदे के हाथ पे एक्सप्लोजन कर देता है। फटाक से आर्ट मौका देखकर अपने चाकू को वापस उठाता है और पीछे से इस बंदे की मुंडी उड़ा देता है। भाई ये बंदा कितना जीनियस है यार, अभी सिर्फ 4 साल का है, ये बिल्कुल मेरी तरह है। गाइस ट्रस्ट मी, मैं भी एक जीनियस हूँ। अबे साले। इसी के साथ आर्ट अपनी खून की निगाहें लेकर चले जाता है तीसरे वाले डाकू पास जिसके की आर्ट ने पैरों को काटा था। ये डाकू कहता है प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। आर्ट कहता है कि उस बच्ची ने भी जरूर से ऐसा ही कहा होगा, क्या तुमने उसकी बात सुनी? ऐसा कहते हुए आर्ट इस डाकू को भी खत्म कर देता है। इसके बाद आर्ट उस एल्फ बच्ची के पास जाता है और कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। आर्ट इस बच्ची के आंखों पर पट्टी बांध देता है और इसे यहाँ से दूर ले जाता है ताकि ये यहाँ का खून खराबा ना देख पाए। आर्ट जैसे ही इस बच्ची की पट्टी खोलता है ये बच्ची कहती है थैंक यू, लेकिन वो पूरा थैंक यू भी नहीं कहती और आर्ट कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। लेकिन ये बच्ची आर्ट के कपड़े पकड़ लेती है और कहती है तुम इतनी छोटी प्यारी बच्ची को इस जंगल में छोड़कर कहाँ जा रहे हो, तुम कचरे कहिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़ के मत जाओ। आर्ट कहता है वो बुरे लोग अब तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, मुझे भी अपने घर जाना है। वैसे भी एल्फ लोग तो इस फॉरेस्ट में सेफ रहते हैं, है ना? ये बच्ची जवाब देती है नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि छोटे बच्चे को जंगली कुत्ते या फिर ट्री गोलम्स खा जाते हैं। आर्ट को यहाँ से अपने घर की ओर जाना होता है लेकिन फिर भी वो मजबूर हो जाता है, वो इस बच्ची को यहाँ पर छोड़ के नहीं जा सकता है। आर्ट कहता है ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं अपनी जर्नी के लिए तैयारियां करता हूँ। इसी के साथ आर्ट वापस यहीं पर आ जाता है जहाँ पर आर्ट ने डाकुओं को मारा था। आर्ट यहाँ पर से अपने लिए सारा जरूरी सामान ले लेता है और उसे यहाँ पर उस बच्ची के कपड़े भी मिल जाते हैं जो कि उसे वो वापस कर देता है। आर्ट इस बच्ची के साथ आगे बढ़ने लग जाता है। आर्ट अपने मन में कहता है कि मुझे इस एल्फ बच्ची के बारे में और भी जानना है, इसी कारण से आर्ट इसका नाम पूछता है। ये एल्फ बच्ची अपना नाम टेसिया एरलिथ बताती है। टेसिया आर्ट से भी सवाल जवाब करने लग जाती है। आर्ट ज्यादा कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता है कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड से आया हूँ और मैं अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका हूँ। टेसिया कहती है तो क्या ये बात सच है कि सारे ह्यूमंस मेल ठरकी होते हैं जिनकी की एक से ज्यादा वाइफ होती है? आर्ट तेज चिल्लाकर कहता है कि ये किसने कहा तुमसे, जिस कारण से टेसिया रोने लग जाती है और कहती है मेरे ग्रैंडपा ने। आर्ट कहता है अगर ऐसी बात है तो जरूर से एल्व के अंदर भी ठरकी लोग मौजूद होते होंगे, लेकिन एक मिनट रुको जरा, क्या तुम्हें ठरकी का मतलब भी पता है? टेसिया कहती है ठीक तरीके से तो नहीं पता। इसके बाद टेसिया अपने खुद के बारे में आर्ट को बताने लग जाती है। मैं ज्यादातर टाइम अपने ग्रैंडपा और केयर टेकर के साथ रहती हूँ क्योंकि मेरे मदर फादर हमेशा बिजी रहते हैं। जब मैं अवेकन हो जाऊंगी मुझे मेरे लिए एक प्राइवेट टीचर मिलेगा। ये सुनकर आर्ट कहता है जरूर से तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम अलग होगा जो सबको प्राइवेट टीचर अलग से मिल जाता है। इसी के साथ आर्ट यहाँ पर मौजूद एक खरगोश को मार देता है खाने के लिए और यहाँ पर रात हो जाती है। टेसिया कहती है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मेरे ग्रैंडपा ने मुझे मना किया है किसी भी लड़के के साथ बेड पे सोने से, लेकिन मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। आर्ट कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, वैसे भी मुझे यहाँ पर पहरा देना है। थोड़ी देर में टेसिया वापस झाँककर कहती है कि यहाँ पर मैजिकल बीस्ट आते हैं और अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुम बच्चे हो तो तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं, इसी कारण से तुम अंदर आ जाओ, ये अपन दोनों के लिए सेफ होगा। आर्ट समझ जाता है कि टेसिया को डर लग रहा है, इसी कारण से आर्ट भी अंदर आ जाता है और यहाँ पर टेसिया सो जाती है, लेकिन सोते सोते भी आर्ट के कपड़े पकड़ के ही सोती है। सुबह हो चुकी होती है और इन दोनों की जर्नी फिर से शुरू हो जाती है। एल्शायर का जंगल बहुत ही बड़ा है जिस कारण से इन लोगों का टाइम तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पर अपन को पता चलता है कि आर्ट के मानाकोर में कुछ दिक्कत आ चुकी है, इसी कारण से बीच बीच में उसे एकदम से ही दर्द शुरू हो जाता है। टेसिया कहती है क्या हुआ आर्ट, क्या तुम ठीक हो? आर्ट जवाब देता है मैं ठीक हूँ, लेकिन दोस्तों अपन लोग देख पा रहे हैं ये दर्द बहुत ही ज्यादा है। आगे बढ़ते हुए आर्ट बहुत सारे जंगली कुत्तों का सामना करता है और बार बार टेसिया की मदद करता है। आर्ट अपने आप से कहता है कि ये दर्द
दर्द बार बार जल्दी आने लग गया है। आर्ट एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और कहता है क्या इस बारे में मुझे टेसिया से कहना चाहिए, लेकिन नहीं, इससे वो सिर्फ चिंता करेगी। ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आर्ट कहता है दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं और टेसिया और भी ज्यादा सराउंडिंग से कंफर्टेबल होते जा रही है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट पड़ रहा है, जिस कारण से हमारी स्पीड कम होते जा रही है। इस बात को देखते हुए आर्ट टेसिया के पास जो सामान होता है उसे भी खुद के पास ले लेता है और कहता है भले ही मैं अपने माना का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी का पेन लगातार बढ़ते जा रहा है और ये बात एक एल्फ से छुपाना मुश्किल है। दोबारा से यहाँ पर रात हो जाती है। रात के टाइम पे टेसिया कहती है क्योंकि अब अपन लोग क्लोज फ्रेंड्स बन चुके हैं तो क्या मैं तुम्हें आर्ट कह के बुला सकती हूँ। आर्ट कहता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टेसिया कहती है ये क्या, बस तुम इतना ही कहोगे। आर्ट चिढ़ाते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही ज्यादा सम्मानित हो चुका हूँ कि टेसिया एरलिथ खुद मुझे आर्ट कह के बुलाने वाली है। टेसिया कहती है ये देखो, दोबारा से तुम बूढ़े लोगों की तरफ बातचीत करने लग गए हो। आर्ट कहता है एक रोतड़ू बच्ची से तो अच्छा ही है जो कि खुद से सुसु भी नहीं कर पाती, मुझे अपनी आंखों और कानों को बंद करके तुम्हारे साइड में खड़ा होना पड़ता है। टेसिया कहती है अपनी बकवास बंद करो। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट कहता है भले ही हम लोगों की मेंटल एज बहुत ही अलग है, लेकिन फिर भी हम बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। अगले दिन ये लोग जंगल में एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर टेसिया पेड़ों को चेक करने लग जाती है और कहती है आर्ट हम पहुंच गए। टेसिया एक बहुत ही बड़े पेड़ के पास होती है जो कि मैजिकल तरीके से खुल जाता है। टेसिया कहती है आर्ट चलो। जैसे ही आर्ट टेसिया के साथ आगे बढ़ता है, आर्ट किसी नई जगह पर गिर जाता है जहां पर कि आर्ट कहता है मुझे इस तरीके के टेलीपोर्टेशन गेट से नफरत है। टेसिया कहती है आर्ट अपन पहुंच गए और जैसे ही आर्ट अपना सिर ऊपर उठाता है, भाई साहब यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा लाजवाब होता है। यहाँ पर अपन बहुत सारे छोटे बड़े एल्फ लोगों को देखते हैं और यहाँ का नजारा देखकर आर्ट का रिएक्शन होता है कि प्योर एंड ओरिजिनल। इतने में ही आर्ट के सामने यहाँ पर विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि अपना सिर झुकाकर कहते हैं कि हम रॉयल प्रिंसेस का वापस स्वागत करते हैं। आर्ट चौंक कर बहुत धीरे से टेसिया की साइड मुंह करके कहता है कौन, किधर, इधर, क्या तुम? टेसिया अपने सिर को झुकाकर हाँ में जवाब देती है। ये गार्ड कहता है जैसे ही हमें पता चला कि किसी ने रॉयल टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल किया है तो हम तुरंत यहाँ पर आ गए और किंग और क्वीन भी आ चुके हैं। इसी के साथ अपन टेसिया के मदर फादर को देखते हैं जिनका की नाम है एल्डविन और मेरियल। ये दोनों भागकर टेसिया की साइड आकर कहते हैं टेसिया क्या तुम ठीक हो? इन्हीं दोनों के पीछे अपन एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम है वीरियन एरलिथ। ये यहाँ का पुराना किंग है, यानी कि हो सकता है टेसिया का ग्रैंडपा। ये बंदा जब किंग था, एल्फ लोगों की लड़ाई सेपाइन किंगडम के ह्यूमन से हुई थी तो इसी बंदे ने एल्फ को लीड किया था। टेसिया भागकर फटाक से अपने मदर फादर के पास जाती है जो कि उसे गले से लगा लेते हैं। ये देखकर आर्ट कहता है जब मैं अपने मदर फादर से मिलूंगा तो क्या वो भी ऐसा ही रिएक्ट करेंगे। एल्फ के किंग आर्ट से कहते हैं बच्चे तुम्हारा बहुत ही बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी बेटी को सेफली यहाँ तक पहुँचा दिया। हम तुम्हारी मदद का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इसीलिए प्लीज हमारे साथ चलो। थोड़ी देर तुम आराम कर लेना, फिर उसके बाद हमें बताना कि क्या हुआ था। ये देखकर आर्ट अपने मन में कहता है कि इसकी आवाज तो जेंटल है लेकिन इसकी आंखें जैसे कि ऑर्डर दे रही है। आर्ट कहता है जी शुक्रिया। इतने में ही टेसिया आर्ट का हाथ पकड़ के खींचने लग जाती है और कहती है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ। आर्ट टेसिया के साथ उसके महल में जाता है जहाँ पर की एल्फ क्वीन सर्वेंट से कहती है कि ये बच्चा हमारा गेस्ट है, इसी कारण से इसे रेस्ट रूम में ले जाओ। आर्ट कहता है जी शुक्रिया, लेकिन पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। अगले सीन में अपन देखते हैं ये सभी लोग एक टेबल पे बैठे होते हैं जहाँ पर आर्ट बहुत अच्छी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देता है। एल्फ किंग कहते हैं तुमने बताया कि तुम बहुत ही छोटी जगह से आए हो लेकिन फिर भी तुम बहुत ही मेच्योर और वेल एजुकेटेड हो आर्थर लेवाइन। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। आर्ट शुरुआत से अपनी साइड की स्टोरी बताता है लेकिन यहाँ पर वो आधी बातें छुपा लेता है। शायद तक वो सिल्विया के बारे में कुछ भी नहीं बताता और डायरेक्ट टेसिया के बारे में बताता है। आर्ट बताता है कि टेसिया को स्लेव ट्रेडर्स ने पकड़ लिया था। ये बात जानकर एल्फ किंग को बहुत ही गुस्सा आता है और कहते हैं कि वो जरूर से इंसान होंगे। आर्ट कहता है किंग आल्डविन बिना किसी डिसरिस्पेक्ट के मैं कहना चाहता हूँ कि स्लेव ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, ये किसी भी प्रजाति के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये बात सुनकर गार्ड्स को लगता है कि आर्ट बदतमीजी कर रहा है, इसी कारण से ये लोग आर्ट के ऊपर तलवार तानने वाले होते हैं, लेकिन टेसिया के ग्रैंडपा इन्हें रोक देते हैं और कहते हैं मुझे बताओ जब तुमने देखा कि वो स्लेव ट्रेडर्स मेरी ग्रैंड डॉटर को बंदी बना रहे हैं, तुम तो एक बच्चे हो, तो क्या तुमने दया के लिए उन लोगों के सामने भीख मांगी? आर्ट कहता है नहीं, भले ही मैं एक बच्चा हूँ लेकिन मैं एक मेज हूँ, इसी कारण से मैंने उन सभी स्लेव ट्रेडर्स को खत्म कर दिया।
यह बात सुनकर ये गार्ड गुस्से में अपनी तलवार घुमाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इन लोगों के सामने झूठ बोल रहे हो। इतने में ही टेसिया के ग्रैंडफादर इस गार्ड को घूर के देखते हैं, जिस कारण से ये गार्ड बहुत ही डर जाता है। आर्ट टेबल पे हाथ रखते हुए कहता है, कोई मुझ पे भरोसा करे या ना करे, लेकिन मैटर ये करता है कि प्रिंसेस टेसिया सही सलामत वापस पहुंच चुकी है और अब मैं अपने किंगडम में वापस जाना चाहता हूँ। यह बात सुनकर टेसिया चौंक जाती है और कहती है, आर्ट क्या तुम अभी से वापस जाने वाले हो? दोस्तों, इन दोनों मदर फादर का रिएक्शन देखो कि इनकी 4 साल की बच्ची किसी को निकनेम से बुला रही है। आर्ट कहता है, प्रिंसेस, एक ह्यूमन का इस किंगडम में ज्यादा टाइम तक रुकना सही नहीं है और मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है कि वो ठीक है या नहीं। ये बात सुनकर एल्फ किंग कहते हैं, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है, उस हिसाब से तुम इनाम के हकदार हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टेलीपोर्टेशन गेट है वो 7 साल में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी तीनों प्रजातियों के बीच में कॉन्फ्रेंस होती है उस दौरान, इसका मतलब अभी भी 5 साल है उस गेट को खुलने के लिए। लेकिन हमें इस बात की खुशी होगी अगर हम तुम्हें सेफली तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। इसी कारण से हम एक टीम की तैयारी करते हैं जो कि कल ही तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगी। ऐसा सुनकर आर्ट किंग को थैंक यू बोलता है और अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट एक रूम में होता है जहां पर वो नहा रहा होता है। तभी दोबारा से उसके चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, जिस कारण से वो सिल्विया को याद करने लग जाता है और कहता है, अगर सिल्विया तुम मेरे साथ होती तो तुम मुझे जरूर से कुछ न कुछ बताती। तभी आर्ट के दरवाजे को कोई नॉक करता है। आर्ट कहता है, अंदर आ जाओ। अपन लोग देखते हैं कि ये टेसिया होती है जो कि आते के साथ से आर्ट को अपना सिर मार देती है और कहती है, बेवकूफ, पहले तो तुमने मेरे पेरेंट्स से स्ट्रिक्टली बात करी और फिर तुम ऑलरेडी यहाँ से जा भी रहे हो। आर्ट कहता है, टेस, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से अच्छे से बात करी क्योंकि वो यहाँ के किंग और क्वीन है। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? टेसिया इसका कोई भी जवाब नहीं देती और हंसने लग जाती है। फिर कहती है, कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि तुम मेरे पहले और अकेले दोस्त हो। ऐसा सुनकर आर्ट टेसिया को पकड़ लेता है और कहता है, रोतड़ू प्रिंसेस, चलो तुम मुझे अपना कासल बताओ। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं टेसिया आर्ट को अपना कासल बता रही होती है और इसके बाद लास्ट में एक स्पेशल फ्लावर बताती है। इतने में ही आर्ट देखता है कि टेसिया के ऊपर किसी ने चाकू से हमला कर दिया है। फटाक से आर्ट टेसिया को बचाता है और इस चाकू को कैच कर लेता है और अगले सेकेंड आर्ट उस बंदे को भी पकड़ लेता है जिसने की टेसिया के ऊपर हमला किया है। लेकिन आर्ट देखता है ये तो टेसिया के ग्रैंडफादर है। इतने में आर्ट को पता चलता है कि जिस चाकू से हमला किया गया था ये चाकू तो नकली है। इतने में टेसिया के ग्रैंडफादर कहते हैं कि अब मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने किस तरीके से उन डाकुओं को खत्म किया होगा। तुम्हारी रिएक्शन स्पीड और इंस्टिंक्ट कमाल की है। इतने में ही टेसिया कहती है, बस ग्रैंडपा, आर्ट को चिढ़ाना बंद कर दीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं, चिढ़ा किधर रहा हूँ, बहुत ही लंबा समय हो गया किसी भी इंटरेस्टिंग इंसान से नहीं मिला हूँ, चलो देखते हैं तुम किस चीज से बने हो। ऐसा कहते हुए टेसिया के ग्रैंडफादर आर्ट को एक वुडन की स्वार्ड दे देते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में होने वाला है एक डुअल मैच। आर्ट इस स्वार्ड को पकड़ लेता है और अपने माना को रिस्टोर करते हुए स्वार्ड को वीरियन की गर्दन पे घुमा देता है, लेकिन वीरियन को कुछ भी नहीं होता। इसी के साथ इन दोनों के बीच में बहुत ही इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। आर्ट कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और अपने माना का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे और भी ज्यादा तेज होना होगा। इतने में ही वीरियन आर्ट के ऊपर 2-3 हिट लगा देते हैं, लेकिन एकदम लास्ट में आर्ट अपनी पूरी कोशिश करता है और फाइनली एक हल्का सा स्क्रैच वीरियन के माथे पर लगा पाता है। वीरियन भी कम नहीं है, इसी कारण से आर्ट दूर जाके गिरता है। वीरियन कहते हैं, तुम भी कम नहीं हो, एक हिट तुमने मुझे मार दिया है, ये तो तारीफ की बात है। चलो अब दूसरे राउंड की बारी। ऐसा सुनते ही टेसिया फटाक से वीरियन के पास जाती है और उन्हें चिमटी भर देती है और कहती है, बस बहुत हो गया, आपने आर्ट को बहुत परेशान कर दिया। वीरियन कहते हैं, अगर मैं स्ट्रिक्ट होके फाइट नहीं करता तो आर्ट मुझे परेशान कर देता। आर्ट कहता है, तो महान वीरियन मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, यह जानकर मुझे ऑनर फील हुआ। और ये बात सुनते ही वीरियन पता नहीं क्यों लेकिन सीरियस हो जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे स्टूडेंट क्यों नहीं बन जाते? ये बात सुनकर आर्ट कहता है, ये अब क्या कह रहे हैं, क्या मैं एक ह्यूमन होते हुए यहाँ पर अलाउड हूँ? वीरियन कहते हैं, अगर तुम मेरे अंडर में रहोगे तो कोई भी तुम पर उंगली तक नहीं उठा पाएगा और ये बात तो तुम्हें भी पता है कि बाकियों के मुकाबले तुम ज्यादा बेटर हो। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसा सिखा सकता हूँ जो कि तुम्हें सेपाइन के स्पेशल मेजर्स भी नहीं सिखा सकते। आर्ट कहता है, नहीं, ऐसे में तो बिल्कुल भी नहीं कि मुझे ये तक नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स जिंदा भी है या नहीं, या फिर कैसे होंगे। वीरियन कहते हैं, अगर ये कंडीशन है तो कैसा रहेगा अगर किसी तरीके से मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा कम्युनिकेशन करा दूं? आर्ट कहता है, आपका कहने का मतलब क्या है? वीरियन कहते हैं, अभी अपनी लड़ाई के दौरान मैंने सेंस किया कि तुम्हारे माना कोर में बहुत ही ज्यादा पेन फील होता
है। आर्ट कहता है ये बात आपको कैसे पता चली। वीरेन कहते हैं मेन प्रॉब्लम की बात ये है कि तुम्हें रीजन भी नहीं पता उस पेन का। क्या तुम्हें पता है बीस्ट व्हील होती क्या है? दोस्तों बीस्ट व्हील का नाम सुनते ही आर्ट के दिमाग में सिल्विया की मेमोरी याद आ जाती है, क्योंकि सिल्विया ने ही बीस्ट व्हील के बारे में पहले बात की थी। वीरेन कहते हैं तुमने माना बीस्ट का सामना तो किया ही होगा, जो कि क्लास में डिवाइडेड होते हैं और जितने भी एक क्लास से ऊपर ये माना बीस्ट होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि ये अपनी व्हील को ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो अपने बच्चे के अंदर या फिर अपने किसी करीबी के अंदर। मैं नहीं जानता तुम किस तरीके से इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट से मिले, लेकिन जो पावर तुम में छुपी हुई है फिलहाल में वो फायदे से ज्यादा नुकसान कर रही है। आर्ट कहता है आप बीस्ट के बारे में इतना कुछ जानते हो, क्या आपके पास भी कोई बीस्ट व्हील है? वीरियन कहते हैं हाँ, लोग मुझे बीस्ट टेमर नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा नाम है जो कि तुम्हें तब मिलता है जब तुम अपने अंदर के बीस्ट व्हील को पूरी तरीके से अपने काबू में कर लेते हो। दोस्तों अपन लोग देख पा रहे हैं वीरेन के पीछे ये कोई बीस्ट हो सकता है और यहाँ पर आर्ट के सामने अपन सिल्विया के नए वाले फॉर्म को देख पा रहे हैं। वीरेन आगे कहते हैं जो बीस्ट की पावर तुम्हारे अंदर है तुम्हारी छोटी बॉडी उसे संभाल नहीं पा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी बॉडी अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मुझे पता है तुम्हारी फैमिली से मिलना कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर तुम अभी वापस चले जाते हो तो इसमें बहुत ही बड़ी रिस्क वाली बात है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपने रूम के अंदर सोया होता है, तभी उसे सपने में एक बहुत ही खतरनाक काला मोस्टर दिखाई दे रहा होता है। तभी यहाँ पर टेसी आ जाती है जो कि आर्ट को जगा देती है और कहती है तुम्हारे बाल फनी लग रहे हैं। आर्ट कहता है के भी कौन रहा है, तुम खुद छोटी मेड्यूसा लग रही हो। टेसिया कहती है अच्छा मुझे ये बताओ क्या तुम अब यहीं पर रुकने वाले हो? ग्रैंडपा ने तो बताया कि तुम अब नहीं जाओगे। आर्ट कहता है प्रिंसेस ये बात वीरियन के साथ ट्रिप के बाद डिसाइड होगी। ऐसा सुनते ही टेसिया आर्ट को पिंच कर देती है और कहती है मुझे प्रिंसेस मत कहो, मुझे टेस कहो, TESS, और अगर तुमने दोबारा से प्रिंसेस कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आर्ट कहता है ठीक है अब जाओ यहाँ से, मुझे नहाना है और अगर तुम मुझे देखना चाहती हो तो मत जाओ। मैं सजेस्ट करता हूँ कि फटाक से यहाँ से चली जाओ। ऐसा सुनकर टेसिया कहती है कितने बड़े ठरकी हो, ग्रैंडपा ने सही कहा था। आर्ट चिल्लाकर कहता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत किया करो जिनका कि तुम्हें मतलब नहीं पता है। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट नहा धोकर आ चुका होता है। आर्ट को अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है। किंग और क्वीन वीरियन से कह रहे होते हैं कि प्लीज फादर एक इंसानी बच्चे का यहाँ पर रुकना सही नहीं है, इससे अपन को प्रॉब्लम हो सकती है। वीरियन कहते हैं मैंने उस बच्चे से ऑलरेडी कह दिया है, इसी कारण से अब कोई सवाल ही नहीं बचता और तुम्हारी डॉटर भी यही चाहती है। अंदर की साइड अपन टेसिया को देखते हैं जो कि कह रही होती है बिल्कुल सही बिल्कुल सही। वीरियन कहते हैं कि किंगडम में सभी को बता देना कि वो बच्चा डायरेक्ट मेरे अंडर में है। अगले सीन में अपन देखते हैं वीरियन आर्ट को लेकर कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी वीरियन टेसिया के बारे में बताते हैं। टेसिया इस किंगडम की अकेली प्रिंसेस है, जिस कारण से ये काफी अकेले माहौल में बड़ी हुई है। टेसिया ने काफी सारे चोटें खाई है फ्रेंडशिप के नाम पर, इसी कारण से टेसिया ने अपने आप को अकेला कर लिया था और काफी ज्यादा चिढ़ चुकी थी। लेकिन जब से मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा है वो पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्माइल और हंसना करना सीख गई है। इसी बात के लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। इतने में ही दोस्तों ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है कि आखिर वीरियन का ऐसा कौन सा दोस्त यहाँ पर हो सकता है जिसके लिए वीरियन खुद यहाँ पर आए हैं। इतने में ही वीरियन इस गेट को लात मारकर चिल्लाकर कहते हैं बुढ़िया चुड़ैल कही की हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अंदर से एक बूढ़ी लेडी बाहर आती है जो कि कहती है मेरे कान अभी भी सही सलामत काम कर रहे हैं गधे कही के। वीरियन कहते हैं इसका नाम रीनिया है जो कि एक स्पेशल डेविएंट है, ये तुम्हारी मदद कर सकती है। आर्ट कहता है रीनिया आपसे मिलकर खुशी हुई। आर्ट अंदर की साइड आ जाता है और अपने मन में कहता है ये भी मेरी मदर की तरह एक डेविएंट है, यानी कि इनका मैजिक भी 4 एलिमेंट मैजिक से अलग है। आर्ट लीनिया से पूछता है क्या आप मुझे बता सकती हो कि आप मेरे पेरेंट्स से मेरा कम्युनिकेशन कैसे करा सकती है? लीनिया कहती है मैं एक डिवाइनर हूँ, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है, मैं सब कुछ ही देख सकती हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम स्पेशल हो, इतने स्पेशल कि तुम्हारी लाइफ के कुछ पार्ट्स को मैं नहीं देख पा रही हूँ। जो मेरी ये आंखें हैं ये पास्ट और फ्यूचर भी देख सकती है, लेकिन तुम इनके बारे में जानने के लिए नहीं आए हो है ना, तुम अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहते हो। आर्ट कहता है हाँ, तो इस पानी के अंदर झांको और अपने पेरेंट्स की इमेज को इमेजिन करो। जब तुम उन्हें इस पानी के अंदर देख पाओगे तुम्हारा कम्युनिकेशन उनसे हो जाएगा। इसी के साथ आर्ट लीनिया के कहे मुताबिक अपने पेरेंट्स को याद करता है और आखिर में कहता है प्लीज मदर फादर जिंदा रहना। जैसे ही आर्ट अपनी आंखों को खोलता है दोस्तों फाइनली आर्ट अपने मदर फादर को देख पा रहा होता है। एलिस रे के लिए खाना बनाती है और कहती है ये लो शुरू हो जाओ। रे कहता है ये बीफ स्ट्यू तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज कोई स्पेशल डे है क्या? एलिस कहती है ऐसी बात नहीं है, जब से अपन यहाँ पर
शिफ्ट हुए हैं, मैंने बहुत समय बाद तुम्हारे लिए खाना बनाया है। इतना कह के एलिस अपने मन में कहती है ये तुम्हारी और आर्थर की फेवरेट डिश थी। रे पूछता है क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो क्या? एलिस कहती है नहीं कुछ नहीं। दोस्तों 4-5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और इन दोनों बिचारों को तो ऐसा ही लग रहा है कि आर्थर मर चुका है। पता नहीं इन लोगों ने बिचारों ने अपने आप को कैसे संभाला होगा। इन दोनों के चेहरे से ही अपन लोग देख पा रहे हैं कि इनको कितना ज्यादा दुख पहुंचा है आर्थ की डेथ का। लेकिन इसी मोमेंट पर इन दोनों को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलता है। आर्ट कहता है मदर फादर ये मैं हूँ आपका बेटा। लीनिया की पावर के कारण क्लियरली ये दोनों आर्ट की बात अपने दिमाग के अंदर सुन पा रहे होते हैं। आर्ट कहता है मुझे पता है आप लोग बहुत ही हैरान होंगे कि आप मेरी आवाज को अपने सिर के अंदर कैसे सुन पा रहे हो। जब मैं आपसे मिलूंगा ये सब मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ। जब मैं उस पहाड़ी से गिरा था जैसे तैसे मैं जिंदा बच गया। फिलहाल में मैं एलिनॉय किंगडम में हूँ, एल्फ्स लोगों के साथ रह रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत ही मुश्किल झेली होगी, मेरे लिए भी ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मुझे उम्मीद है जो कुछ भी हुआ था उस कारण से आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लेम नहीं किया होगा। जो भी उस समय पर मैंने किया था उस बात को लेकर मुझे प्राउड है। अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो भी मैं वैसा ही करूंगा, भले ही इसके लिए मैं मर भी क्यों न जाऊं। मैं इसी मोमेंट पर आप लोगों से मिलना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल में ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मुझे एक इलनेस हो चुकी है जिसका इलाज कराना भी जरूरी है। मैं किसी भी खतरे में नहीं हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे इसका इलाज कराना होगा और मैं ये नहीं जानता मैं आप लोगों से कब मिल पाऊंगा। मैं यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस करता रहूंगा। इसी कारण से डैड अगर अगली बार मैं आपको हरा दूं तो इस बात के ऊपर सरप्राइज मत होना। तब तक के लिए आप मॉम और बेबी का ध्यान रखिएगा। और हाँ, मैं आप दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों फाइनली जैसे इन दोनों को रियलाइज होता है कि आर्थर जिंदा है, इन दोनों को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। मतलब इस खुशी की कोई भी लिमिटेशंस ही नहीं है। यहाँ पर अपन लोगों ने एक और चीज देखी। जब तक आर्ट अपने बारे में बोल रहा था अपन रे की लाइफ देखते हैं कि आर्ट के जाने के बाद रे ने क्या क्या किया। एलिस और रे ये दोनों किसी नई जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं और रे यहाँ पर कोई सोल्जर वगैरह बन चुका है, मिलिट्री मैन। एक और डिस्टर्बिंग बात अपन लोगों ने देखी कि आर्ट के मरने का एलिस को बहुत ही बड़ा सदमा लगा था, जिस कारण से उसने अपने आप को मारने की कोशिश भी की थी। इधर की साइड अपन आर्ट को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इधर की साइड रोने लग जाता है और विलियम से सीरियस होकर कहता है कि अब मैं तैयार हूँ। आर्ट कासल में वापस आ जाता है और यहाँ पर टेसिया के मदर फादर यानी कि किंग और क्वीन आर्ट से माफी मांगते हैं कि हमारा बिहेवियर तुम्हारे प्रति सही नहीं था। अब से इस जगह को अपना ही घर समझना और हम दोबारा से अच्छे से इस बार तुम्हारा वेलकम करते हैं। आर्ट को इससे खुशी मिलती है और कहता है आपको भी धन्यवाद। लेकिन इतने में ही बीच में टेसिया आ जाती है। अगर आप सचमुच में आर्ट के लिए सॉरी फील करते हैं तो आप लोगों को हमें बाहर सिटी में घूमने जाने देना होगा। अगले सीन में अपन देखते हैं टेसिया और आर्ट रेडी हो जाते हैं और एलिनॉय किंगडम के मार्केट में घूमने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर एक एल्फ बच्चा आर्ट से टकरा जाता है और कहता है यू मुझे इंसानों के कीटाणु लग गए। यह एल्फ बच्चा एक नोबल होता है जिसका नाम फेरिथ फोर्सर है। फेरिथ कहता है एल्डर विरियन तुम्हारी थोड़ी सी मदद क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी न है कि तुम यहाँ से बिलोंग करते हो। पीछे अपन कुछ और बच्चों को भी देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं बंदर यहाँ से भाग जाओ। टेसिया कहती है चलो आर्ट यहाँ से अपन चलते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है कि ये साइड कैरेक्टर कही के मैं इन लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ। फेरिथ कहता है प्रिंसेस मैं आपकी काइंडनेस की तारीफ करता हूँ, लेकिन आपको इस ह्यूमन कॉमनर के साथ नहीं घूमना चाहिए, ये आपके लेवल से नीचे है। आप मुझे यानी कि फेरिथ फोर्सर को मौका दीजिए आपको यहाँ पर घुमाने का। इस बच्चे की हरकतों को देखकर आर्ट कहता है ओ माय गॉड ये तो फेरिथ फोर्सुअर है। फेरिथ कहता है तो अच्छा, इसका मतलब तुमने तक मेरी महानता के बारे में सुना है। ऑफ कोर्स सी बात है मैं हाल ही में अवेकन हो चुका हूँ इतना छोटी उम्र में, लेकिन रुको जरा, आखिरकार तुमने मेरा नाम कैसे प्रोनाउंस किया? मेरा नाम फोर्सर है, तुम बेवकूफ गधे कही के। आर्ट अपना सिर झुकाकर कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इतने महान आदमी के सामने खड़ा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, आगे से ये कीड़ा आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देगा। टेसिया ये सब सुनकर हंस रही होती है। आर्ट कहता है अब हमें जाना होगा। इतने में ही फेरिथ रोक कर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सार्केज्म को नहीं समझ सकता? आर्ट अपने मन में कहता है इसे मैं जितना बेवकूफ समझ रहा था ये उतना भी नहीं है। इतने में ही
कि फेरित आर्ट को डुअल मैच के लिए चैलेंज कर देता है। तभी टेसिया बीच में आती है और कहती है भले ही तुम नोबल फैमिली से हो लेकिन तुम्हें भी अपनी जगह भूलनी नहीं चाहिए। फेरित कहता है प्रिंसेस मुझे माफ कीजिए लेकिन मेरे फादर ने मुझे सिखाया है कि किसी को भी अपने प्राइड के साथ खिलवाड़ मत करने देना। इसी के साथ इन दोनों के बीच में डुअल शुरू हो जाता है और ये डुअल जैसे ही स्टार्ट होता है उसके अगले ही सेकंड में खत्म हो जाता है क्योंकि आर्ट इस बंदे को एक ही पंच में ढेर कर देता है। टेसिया अपने मन में कहती है मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसी के साथ ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसी तरीके से इनका पूरा दिन खत्म हो जाता है। लास्ट में टेसिया कहती है तो कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, क्या तुम नर्वस हो? आर्ट वीरियन की बात को याद करता है जो कि कहते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली क्योंकि बीस्ट को कंट्रोल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आर्ट टेसिया से कहता है नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड के पास क्या क्या है मुझे ऑफर करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों अपन लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 25 खत्म होते ही सीजन 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। सीजन 1 में अपन लोग बहुत कुछ देख चुके हैं जैसे कि आर्ट का बर्थ कैसे हुआ, आर्ट के मदर फादर की लाइफ स्टाइल, जायरस सिटी के लिए ट्रिप, डाकुओं का हमला, फिर सिल्विया से मिलना और उसके बाद में अब टेसिया के किंगडम में आना। देखते हैं अब सीजन 2 में अपन लोगों को क्या तहलका देखने को मिलता है। सीजन 2 की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं डायरेक्ट 3 साल के लिए टाइम स्किप हो जाता है। सबसे पहले अपन टेसिया को देखते हैं जो कि आर्ट को जगाते हुए कहती है आर्ट जल्दी करो अपन लोग लेट हो चुके हैं। टेसिया और आर्ट दोनों ही बड़े हो चुके हैं और दोनों ही काफी कमाल के लग रहे हैं। टेसिया माना का इस्तेमाल करती है और आर्ट का एंकल जोर से ही पकड़ लेती है जिस कारण से आर्ट एकदम से ही जाग जाता है। आर्ट कहता है टेस ये क्या किया तुमने, क्या तुम सही तरीके से नहीं उठा सकती? टेसिया कहती है इसमें मेरी गलती थोड़ी न है, मैंने तुम्हें अच्छे से जगाया था लेकिन तुम जगे नहीं और तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की जगाने के लिए आती है। आर्ट कहता है मैंने देखा कि यहाँ की नौकरानियां ज्यादा खूबसूरत है। टेसिया कहती है कुछ कहा क्या तुमने? अगले सीन में ये दोनों रेडी होकर वीरियन के पास आ जाते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है कि यहाँ पर 4 बेसिक एलिमेंट्स मौजूद है और उनके ही हायर फॉर्म्स है जैसे कि आइस, ग्रेविटी, लाइटनिंग और साउंड। इनको कोई भी मैच तभी इस्तेमाल कर सकता है जब बेसिक एलिमेंट्स में उनको मास्टरी हासिल हो। ऐसे लोगों को डेविएंट्स कहते हैं। जो ड्वार्व लोग हैं वो अर्थ और फायर को मैनिपुलेट करना जानते हैं। एल्फ के कंपैरिजन में ड्वार्फ लोग इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर ज्यादा कंट्रोल पजेस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ड्वार्व लोग हैं वो मेटल को मोल्ड और बेंड करने में स्पेशलिस्ट होते हैं और जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड ड्वार्व होते हैं वो कॉन्जरर्स होते हैं जो कि मेग्मा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जो एल्व लोग होते हैं ये वाटर, विंड और अर्थ इन तीनों एलिमेंट्स का ही इस्तेमाल कर पाते हैं लेकिन इंसानों से बेहतर कर सकते हैं। कुछ रेयर केसेस में एल्व में भी डेविएंट्स आ सकते हैं जो कि प्लांट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो एल्व होते हैं ये लोग ऐसे मेजेस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो कि वाटर, विंड और अर्थ इन तीनों के हायर फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आते हैं ह्यूमंस। ये लोग ऐसे हैं जो कि चारों में से कोई सा भी एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और ह्यूमंस अकेली ऐसी प्रजाति है जो कि डेविएंट्स को प्रोड्यूस कर सकती है जैसे कि वो हीलर्स हो सकते हैं या फिर इमिटर्स हो सकते हैं या फिर कोई और भी। इन तीनों के ही बीच में हमेशा बैलेंस मेंटेन रहता है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट ने जो कुछ भी कहा होता है ये सब कुछ जवाब होता है वीरियन के सवाल का। टेसिया अपना हाथ उठाती है और कहती है भले ही ये ट्रेनिंग आर्ट के अंदर बीस्ट की पावर को कंट्रोल करने के लिए है लेकिन क्या ये बेटर नहीं होगा कि आर्ट फिजिकल ट्रेनिंग भी करता रहे मैजिक के साथ साथ में, बिल्कुल मेरी तरह? आर्ट अपने मन में कहता है जितने भी लेसन्स थे इन्हें मैं पहले से ही जानता था लेकिन प्रजाति को चेंज करने से मुझे फर्क तो लगा है। इंसानों के अंदर अगर टीनेज से पहले कोई भी अवेकन हो जाता है तो उसे टैलेंटेड माना जाता है लेकिन एल्फ के अंदर ऐसा नहीं है। टेस तो 9 साल की हुई तभी अवेकन हो चुकी थी। तब से टेस अपनी कॉन्जरिंग स्किल्स की ट्रेनिंग कर रही है अपने ट्यूटर के साथ और अपने ग्रैंडफादर से लड़ना भी सीख रही है। वीरियन कहते हैं क्यों, क्या तुम इस बात के लिए गुस्सा हो कि ट्रेनिंग के दौरान तुम अकेली ही मार खाती हो? आर्ट कहता है जिस तरीके की ट्रेनिंग से टेस गुजर रही है जरूर से ये फ्यूचर में जाकर मोस्टर जितनी ताकतवर बन जाएगी। वीरियन कहते हैं बेसिकली आर्ट 3 सालों से जो करता आ रहा है वो अपनी बोन्स, मसल और ऑर्गन्स को अपने माना के साथ फ्यूज कर रहा है लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि उसकी बॉडी एक वॉरियर से ज्यादा ताकतवर बन जाएगी।
टेसिया कहती है सच में क्या, तो फिर इसे इतना ज्यादा दर्द क्यों होता है जब भी मैं इसे मारती हूँ। आर्ट चिल्लाकर कहता है उस बात के लिए मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। वीरियन कहते हैं ऐसा लगता है कि ये 3 साल का फ्यूजन भी काफी नहीं था, लेकिन क्या तुम तैयार हो। ऐसा कहते हुए वीरियन अपने खुद के माना की मदद से आर्ट को बीस्ट टेमर बनाने वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही वीरियन इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे कि ये दोनों ही साइड में उड़ जाते हैं। फटाक से ये लोग आर्ट के पास वापस जाते हैं। आर्ट कहता है मैं ठीक हूँ। वीरियन कहते हैं मैं मानता हूँ कि किसी वजह से ही तुमने ये बात अभी तक मुझे नहीं बताई है, लेकिन मैं दोबारा से तुमसे पूछता हूँ आखिरकार तुम्हारे अंदर किस तरीके के बीस्ट की विल है। आर्ट जवाब देता है कि वो एक ड्रैगन थी, और ड्रैगन सुनते के साथ ही वीरियन चौंक जाते हैं। वीरियन कहते हैं क्या एक ड्रैगन, ओ गॉड, क्या मैंने एक ड्रैगन टेमर को ट्रेनिंग दी है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपने बेड पे सोया होता है जिसके पास वीरियन होते हैं। आर्ट कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो भी बात बताई आप मेरे जाने के बाद भी उसे एक सीक्रेट रखेंगे। वीरियन कहते हैं हाँ बिल्कुल, और जो तुम्हारी डेट है यहाँ से जाने की वो 4 महीने बाद की सेट हुई है। आर्ट चौंक कर कहता है क्या आप सीरियस हो, मुझे तो लगा कि मैं यहाँ से अगले 2 साल तक नहीं जाने वाला। वीरियन कहते हैं कि तीनों किंगडम के बीच में एक इंटरेशियल टूर्नामेंट होने वाला है, इसी कारण से जायरस सिटी के लिए दोनों किंगडम की तरफ से पोर्टल गेट खुलने वाला है। यह बात सुनकर पहले तो आर्ट खुश हो जाता है, फिर कहता है इसी कारण से यहाँ पर टेस्ट नहीं है ताकि आप ये बात मुझे अकेले में कह सको। वीरियन कहते हैं तुम टेस्ट की चिंता मत करो, और मैंने ये पता किया कि रीनिया के थ्रू तुम कई बार अपने पेरेंट्स से बात कर चुके हो, लेकिन इस बार तुम उनसे सचमुच में मिल पाओगे। ये 4 महीने बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे और तुमने अपनी फ्यूजन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, इसी कारण से अब की ट्रेनिंग और भी ज्यादा हार्ड होने वाली है। और हाँ, इस बारे में मैं टेसिया को अच्छे से मना लूंगा, तुम फिलहाल में आराम करो। इतना कह के वीरियन यहाँ से चले जाते हैं। तभी अपन लोग देखते हैं आर्ट की नजर पड़ती है सिल्विया के अंडे के ऊपर जिसके अंदर क्रैक्स आ चुके हैं। आर्ट अपने मन में कहता है कि सिल्विया का पत्थर क्या वो टूट चुका है, बेवकूफ अंडा है वो, पत्थर बोल रहा है, समझाओ कोई इसे। आर्ट उस अंडे की तरफ आगे बढ़ता है, तभी उसके अंदर क्रैक्स बढ़ जाते हैं और आर्ट को आंख दिखाई देती है। तब जाकर इस बंदे को रियलाइज होता है कि सिल्विया का स्टोन एक अंडा है। तभी ये अंडा पूरी तरीके से टूट जाता है और इसके अंदर से निकलता है एक छोटा सा ब्लैक कलर का प्यारा सा ड्रैगन। आर्ट इस ड्रैगन को उठा लेता है और इसे देखने लग जाता है। ये ड्रैगन कहता है क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? आर्ट कहता है क्या तुम एक ड्रैगन हो, लेकिन ये ड्रैगन बहुत ही छोटा है जिस कारण से ये क्यू क्यू करके आवाज निकाल रहा होता है। इतने में ही ये ड्रैगन उछलता है और आर्ट के हाथ पे काट खाता है। अपन लोग देखते हैं आर्ट के हाथ पे एक मार्क आ जाता है। जैसे ये मार्क आता है, ये ड्रैगन जितनी बार भी क्यू क्यू बोलता है उतनी बार आर्ट को उसके मन में मम्मा सुनाई देता है। आर्ट कहता है तो अब ये ड्रैगन डायरेक्ट मेरे दिमाग में मुझसे बात कर सकती है। आर्ट कहता है मैं एक लड़का हूँ तो कम से कम मुझे पापा कहो, और ये ड्रैगन आर्ट को पापा कहने लग जाती है। आर्ट इस ड्रैगन को सहलाता है और कहता है मुझे तुम्हारा नाम सिल्वी रखना चाहिए, तुम्हारी मदर के नाम पर। आर्ट तभी रियलाइज करता है कि ये नाम इस ड्रैगन को पसंद आया है और इसी चीज को आर्ट भी फील कर पा रहा होता है। आर्ट अपने हाथ के मार्क को देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है ये कोई सिंपल मार्क नहीं है, ऐसा फील हो रहा है कि इससे मैं इस ड्रैगन के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ। आर्ट हंसने लग जाता है और कहता है अभी तो मैं सिर्फ 8 साल का हूँ और मेरे हाथ पे टैटू आ चुका है और मैं एक ड्रैगन का फादर बन चुका हूँ। तभी अपन देखते हैं रात का टाइम हो जाता है और आर्ट और ये ड्रैगन दोनों ही सोए होते हैं। तभी एकदम से यहाँ पर किसी की तेज चिल्लाने की आवाज आती है। आर्ट फटाक से उठता है और देखता है ये टेसिया है जो कि कहती है ये क्या है, ये कितना ज्यादा क्यूट है। ड्रैगन कहता है पापा मदद करो, और ये नालायक पापा देखता है कि अभी भी रात हो रही है तो दोबारा से सो जाता है। अगले सीन में अपन देखते हैं सुबह हो चुकी होती है। टेसिया कहती है तो ये डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में तुमसे कम्युनिकेट कर सकती है, शायद अगर ये मुझसे भी कम्युनिकेट कर पाए तो ये मुझे भी पसंद करेगी। आर्ट कहता है जब तक तुम इसे किसी शिकारी की तरह घूरना बंद नहीं करोगी तब तक ये तुम्हें पसंद नहीं करेगी। टेसिया कहती है ग्रेम्स इधर आइए, आर्थर के नए पेट को देखिए। वीरियन इसे देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो एक, इतना कहकर वो रुक जाते हैं। फिर वो कहते हैं अगर तुम इसी तरीके से मुझे झटके देते रहोगे तो मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा। वीरियन आर्ट को बताते हैं कि जो भी सिल्वी जैसे ड्रैगन होते हैं ये तभी हेच होते हैं जब ये अपने परिवार वालों के आसपास होते हैं। आर्ट कहता है हमने पता करने की कोशिश करी कि आखिर सिल्वी मेरे सामने हेच क्यों हुई, तो हम एक ही कंक्लूजन
कंक्लूजन पे आए कि मेरे अंदर सिल्विया की विल पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है। आर्ट वीरियन से पूछता है, जब मैं अपने घर पे लौट जाऊंगा क्या उस समय पर मुझे इसे छुपा कर रखना होगा? वीरियन कहते हैं, तो क्या ये तुम्हारे लिए ठीक होगा कि तुम एक रेयर माना बीस्ट का शो ऑफ करो? फिलहाल में तुम्हारे पास इससे भी बड़ी एक और चिंता है। अभी तक अपन लोगों ने तुम्हारे माना कोर की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कमी रखी है, लेकिन अब तुम पूरी तरीके से अवेकन हो चुके हो। इस कारण से तुम्हें अपने माना कोर और ड्रैगन विल दोनों की ही ट्रेनिंग एक साथ करनी होगी। आर्ट कहता है, तो मुझे क्या करना होगा? पहली स्टेज के लिए तुम्हें लगातार कॉम्बैट में इंगेज रहना होगा। आर्ट कहता है, ठीक है। इसी के साथ वीरियन अपने आप को तैयार कर लेते हैं और अपने बीस्ट को भी एक्टिवेट कर देते हैं। वीरियन के पास किसी ब्लैक पैंथर टाइप का बीस्ट होता है जो कि वीरियन को पूरी तरीके से घेर लेता है। यह देख के आर्ट अपने मन में कहता है, कुछ मेजर्स होते हैं जो कि माना बीस्ट की पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है एक्वायर फेज, जिसके अंदर मेज बीस्ट की पावर को बोरो करता है। इसके बाद आती है सेकेंड स्टेज, जिसका नाम है इंटीग्रेट फेज। इसके अंदर मेज बीस्ट की यूनिक एबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। वीरियन सेकेंड स्टेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वीरियन शैडो पैंथर की डेडली पावर्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। वीरियन कहते हैं, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे से छुपकर हमला करूंगा। आर्ट तैयार हो जाता है और कहता है, क्या वार्निंग देते हुए भी ये मेरे पीछे से छुपकर हमला कर सकते हैं? वीरियन बहुत ही ज्यादा तेजी से आर्ट के पीछे आ जाते हैं और उसके कंधे को पकड़ लेते हैं। आर्ट इस चीज के लिए रिएक्ट तक नहीं कर पाता। फटाक से आर्ट हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि वीरियन गायब हो चुके हैं और अगले ही मूवमेंट दोबारा से आ चुके हैं। यह देखकर आर्ट को डिफरेंस समझ में आ जाता है और कहता है, मैं हार मानता हूँ, मैं आपकी स्पीड के सामने रिएक्ट तक नहीं कर सकता। वीरियन अपने नॉर्मल फॉर्म में आते वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, माना बीस्ट की पावर्स इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, मुझे अभी भी इंटीग्रेट फेज पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आर्ट कहता है, आपका मूवमेंट अलग बात है, लेकिन मैं आपकी प्रेजेंस तक को खुद के पीछे फील नहीं कर पा रहा था। वीरियन कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि शैडो पैंथर्स अपनी स्टिंग के दम पर साउंड और विंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं वीरियन के साथ ट्रेनिंग करते करते कई दिन बीत जाते हैं। आर्ट अपनी पहली स्टेज में ड्रैगन विल की पावर को समन करने में कामयाब हो जाता है। आर्ट कहता है, वीरियन ने मुझे ये भी सिखा दिया कि किस तरीके से दूसरे मेजर्स के सामने बीस्ट विल को छुपाया जाता है। आर्ट कड़ी मेहनत करता है और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है और एक्स्ट्रा टाइम में टेसिया के साथ टाइम पास भी करते रहता है। ऐसे करते करते ही फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन आर्ट यहाँ से रवाना होगा अपने घर के लिए। टेसिया को बहुत ही दुख होता है कि आर्ट उसे छोड़ के जाने वाला है, लेकिन आर्ट बड़ी ही मुश्किल के साथ उसे मना लेता है। आर्ट कहता है, ग्रैंडमा का फेदर बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है सिल्वी के मार्क को छुपाने के लिए। वीरियन कहते हैं, आर्ट तुम्हारे जाने का टाइम हो चुका है और इसे अपने साथ रखना, यह तुम्हें फॉरेस्ट में नेविगेट करने में मदद करेगा। और हाँ, एक और बात, अगर तुम्हें दोबारा से यहाँ पर आना हो तो फिर से किसी न किसी प्रिंसेस को ढूंढ लेना। ऐसा सुनकर टेसिया वीरियन की दाढ़ी बहुत जोर से खींचने लग जाती है। वीरियन कहते हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। आर्ट टेसिया से कहता है, अपन लोग जल्द मिलेंगे। जब तक ग्रेम्स तुम्हें सिखा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगी। टेसिया अपने सिर को झुकाकर हाँ कहती है। इतने में ही आर्ट टेसिया को गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा। टेसिया बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी। आर्ट यहाँ से निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर फेरित आता है जो कि कहता है, देखो देखो ये कौन है, ये तो वही इंसान है। तो फाइनली तुम्हें इस किंगडम से लात मारकर भगाया जा रहा है। ऐसा सुनकर आर्ट कहता है, तुम कौन हो? फेरित चिल्लाकर कहता है कि मैं वही हूँ जिसे कि तुमने चीटिंग करके डुअल मैच में हराया था। आर्ट कहता है, अरे हाँ, तुम तो फोर्सवर हो, है ना? फेरित गुस्सा करते हुए कहता है, मेरा नाम फेरित फोर्सर है। भले ही मैं बचपन में नादानी के कारण हार गया था, लेकिन अगर दोबारा से अपनी लड़ाई होती है। इतने में ही आर्ट कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मुझे माफ करना तुम्हें बुली करने के लिए। ऐसा सुनकर फेरित पिघल जाता है और अपना सिर झुकाकर कहता है, ठीक है। इतने में फेरित की साइड में ये एल्फ लड़की बैठी होती है जो कि कहती है, तुम इसे फेफे कह सकते हो जैसा कि हम लोग कहते हैं। यह सुनकर फेरित गुस्सा करने लग जाता है और आर्ट इन्हीं लोगों के साथ जाने वाला है पोर्टल गेट तक। ये लोग साथ में आगे बढ़ते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं उस पोर्टल गेट तक जो कि जायरस सिटी से कनेक्ट होता है और यहीं पर रे और एलिस रहते हैं जायरस सिटी में। आर्ट अपने मन में कहता है, बहुत ही जल्द मैं जायरस सिटी में पहुंच जाऊंगा जो कि हवा में उड़ती रहती है और उसके जरिए मैं अपने मदर फादर से मिल पाऊंगा। देखते हैं आर्ट की आगे की जर्नी कैसे होने वाली है जायरस सिटी में और अपने मदर फादर के साथ।
पोर्टल गेट के जरिए आर्ट जायरस सिटी के अंदर इंटर हो जाता है और डायरेक्ट अपने घर पे चला जाता है। आर्ट कहता है सिल्वी अपन लोग घर पे पहुंच चुके हैं, क्या तुम एक्साइटेड हो? ऐसा कहते हुए आर्ट गेट को नॉक करता है। आर्ट अपनी सारी की सारी मेमोरीज को याद करते हुए कहता है कि मैं इतना सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन इस मोमेंट से ज्यादा नर्वस आज से पहले मैं कभी नहीं हुआ। इतने में ही अंदर से किसी की आवाज आती है। आर्ट कहता है ये तो किसी छोटी बच्ची की आवाज लग रही है। इतने में ही अपन लोग देखते हैं यहाँ पर एक बुढ़िया आ जाती है। आर्ट कहता है कि मेरा नाम आर्थर लेवाइन है और मुझे खबर मिली है कि मेरी फैमिली यहीं पर रहती है। इतने में ही इस बूढ़ी लेडी के पीछे अपन एक छोटी और प्यारी बच्ची को देखते हैं जो कि कहती है लेवाइन कौन? तभी पीछे से एलिस भागते हुए आती है जो कि कहती है एलेनोर लेवाइन, तो तुम यहाँ पर हो। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि किस तरीके से मिलना है अगर कोई भी दरवाजे पर आता है। इसी मोमेंट पर एलिस आर्ट को देखती है और आर्ट यहाँ पर बहुत ही रो रहा होता है और कहता है एलेनोर लेवाइन मेरी सिस्टर, मदर मैं वापस आ चुका हूँ। और आर्ट को देखते के साथ ही एलिस भाग कर आती है और आर्ट को गले लगा लेती है। एलिस कहती है इस आवाज को मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, मेरा बच्चा घर पे वापस आ चुका है। इतने में एलेनोर कहती है मामा प्लीज रो मत। तभी यहाँ पर लेजेंड रे की एंट्री होती है जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और आर्ट को गले लगा लेता है। इसी के साथ ये चारों के चारों यहाँ पर रो रहे होते हैं इमोशनल होकर। अगले सीन में ये सभी लोग बैठ जाते हैं। एलिस बहुत सारे सवाल पूछने लग जाती है। रे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही हो, क्या तुम देख नहीं पा रही हो अपना बच्चा स्ट्रॉन्ग ग्रो हो चुका है? एलिस कहती है एली इधर आगे आओ और अपने बड़े भाई को हेलो कहो। एली बहुत ही छोटी है जिस कारण से हर बार वो सिर्फ टूटा फूटा बोलती है। एली कहती है बड़ा भाई? एलिस कहती है हाँ, जिसके बारे में रोज सोते वक्त मैं तुम्हें कहानियां सुनाती हूँ। इसी के साथ एली कहती है हेलो बड़े भाई। आर्ट अपनी छोटी बहन से मिलता है। इसके बाद कहता है फिर शुरुआत से मैंने अपने मदर फादर को सब कुछ बताया। मैं अपने मदर फादर पे भरोसा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सिल्विया वाला पार्ट हटा दिया। रे कहता है फिर ये तुम्हारा दोस्त कहाँ से आया? आर्ट कहता है मैं एक माना बीस्ट से मिला जो कि मरने वाली थी, इस कारण से उसके बच्चे को मैं ले आया। एलिस कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम पूरी तरीके से हील हो चुके हो? क्या तुम्हें वो इलनेस दोबारा तो नहीं आएगी? आर्ट कहता है आप चिंता मत कीजिए, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा माना कोर जल्दी डेवलप हो गया था। इसके बाद अपने मन में कहता है कि बातें छुपाकर मुझे भी दुख हुआ, लेकिन जब तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता ये बात खतरनाक होगी इन लोगों को सब कुछ बताना। एकदम से रे बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और कहता है अरे हाँ तुम्हारा माना कोर, अब तुम किस स्टेज पर हो? एलिस कहती है आर्ट अभी जस्ट आया ही है और तुमने ऐसी बातें करना शुरू कर दी है। रे कहता है एक दूसरे के साथ कंपेयर करने में और क्या दिक्कत है? वैसे आर्ट जब तक तुम यहाँ पर नहीं थे मैं हेल्स्टी ऑक्शन हाउस गार्ड में इंस्ट्रक्टर की तरह काम करने लग गया। आर्ट कहता है अरे वाह, इसका मतलब सिर्फ आपके चेहरे के बाल अकेली चीज नहीं है जो कि ग्रो हुई है। वैसे आप माना कोर की किस स्टेज पर पहुंच गए हो? रे बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाता है और कहता है 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली मैं डार्क ऑरेंज स्टेज पर हूँ। वैसे तुम किस स्टेज पर हो? आर्ट जवाब देता है कि लाइट रेड। और ये बात सुनकर भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। रे कहता है लाइट रेड, होली शिट। और शिट सुनकर एली भी रिपीट करने लग जाती है। तभी पीछे से एलिस आ जाती है। रे मैंने तुमसे क्या कहा था कि एली के सामने किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना? रे कहता है प्लीज एली अब दोबारा मत कहना। रे आर्ट से कहता है क्या तुम सचमुच में लाइट रेड स्टेज पर हो? सब कुछ ही भूल जाओ, इसी वक्त चलो बाहर लड़ते हैं। दोस्तों इस वाले चैप्टर के ऊपर एक बंदा गन दिखाते हुए कहता है कि आर्ट की छोटी सिस्टर को लेकर कोई भी ख्याल अपने मन में मत लाना। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट के घर में एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है रे मैंने सुना कि तुम्हारा सन जिंदा है। इस बंदे का नाम विंसेंट है जो कि शायद से अपनी फैमिली के साथ आया है। रे जिस जगह पर काम करता है यानी कि हेल्स्टी ऑक्शन हाउस में वो इसी बंदे का है। रे कहता है तुम लोगों को मैं अपने बेटे से मिलाता हूँ। आर्ट कहता है आप लोगों से मिलकर खुशी हुई मिस्टर एंड मिसिस हेल्स्टी। मैं श्योर हूँ कि आप लोग थोड़े से हैरान हो, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैंने ही इन लोगों से कहा था मेरे बारे में किसी को भी ना बताए। विंसेंट कहता है वो बच्चे क्या तुम श्योर हो कि रे तुम्हारा ही फादर है? आर्ट कहता है पहले भी लोग मुझे ऐसा कह चुके हैं और इसका जवाब हाँ है। इतने में ही विंसेंट की वाइफ जिसका नाम टाबिता है वो कहती है कि आर्ट हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। ये मेरी बेटी लिलिया है जो कि तुम्हारी एज की ही है। उम्मीद है कि तुम इससे अच्छे से दोस्ती करोगी। इतने में ही लिलिया की नजर सिल्वी के ऊपर पड़ती है और इसे भी सिल्वी बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और कहती है क्या मैं इसे टच
कर सकती हूँ। रे विंसेंट से कहता है कि हम लोग अभी लड़ने वाले हैं और ये बात सुनकर विंसेंट हैरान हो जाता है। अगले सीन में अपन देखते हैं ये सभी के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। विंसेंट कहता है एलिस तुम्हारा हस्बैंड मजाक कर रहा था है ना कि तुम्हारे बेटे का माना कोर लाइट रेड कलर का है। एलिस कहती है मैं खुद हैरान हूँ लेकिन आर्ट हर चीज बहुत ही जल्दी सीख जाता है। विंसेंट कहता है तो क्या मुझे इस बात पे विश्वास करना होगा कि मात्र 8 साल का बच्चा 3 स्टेज तक प्रोग्रेस कर चुका है। आर्ट अपने मन में कहता है अच्छा हुआ इन लोगों को मैंने नहीं बताया कि मैं लाइट रेड स्टेज पर सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने माना कोर की ट्रेनिंग करना बंद कर दी थी सिल्वी की विल के कारण से। इतने में ही ये दोनों लोग तैयार हो जाते हैं। आर्ट बहुत तेजी से रे के ऊपर हमला कर देता है लेकिन रे आर्ट के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें इससे ज्यादा कोशिश करनी होगी। इतने में ही आर्ट अपने हाथ को छुड़ा लेता है और रे को फटाक से फेंकने की कोशिश करता है लेकिन रे भी अपने आप को संभाल लेता है। रे कहता है नॉट बैड, तुम्हें मौका मिल गया था लेकिन अब तुम्हारे फादर सीरियस होने वाले हैं। रे अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और अपने आसपास फ्लेम्स ले आते हैं और कहते हैं ये ट्रिक मैंने तब सीखी थी जब मैं डार्क ऑरेंज स्टेज पर था। आर्ट अपने मन में कहता है कि इस वर्ल्ड में कॉन्जरर्स के पास में एक एडवांटेज होती है कि वह जिस भी एलिमेंट को पजेस करते हैं वो उसे मैनिफेस्ट और मैनिपुलेट कर सकते हैं और जो ऑगमेंटर्स होते हैं इनके लिए एलिमेंट्स की पोजेशन और भी ज्यादा सुटेबल होती है और एक लेवल पर आने के बाद ये उसे मैनिफेस्ट कर पाते हैं। मेरे फादर ने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की है जिस कारण से इन्हें असली आग का इस्तेमाल करने के लिए ऑरेंज स्टेज तक आना पड़ा। जिस वर्ल्ड से मैं आया हूँ उस वर्ल्ड में एलिमेंट्स जन्म के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे, ये खुद के ऊपर डिपेंड करते थे कि अपन कौन सा रास्ता चुनते हैं। कोई भी एक एलिमेंट के पीछे रेस्ट्रिक्टेड नहीं था और टैलेंट और हार्ड वर्क दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इस वर्ल्ड में आते ही मेरे पास शुरुआत से ही एडवांटेज थी जिस कारण से मैंने भी कुछ चीजें सीखी है। और भाई साहब ये बंदा भी अपने माना का इस्तेमाल करता है और अपने चारों तरफ लाइटनिंग ले आता है। यह देखकर विंसेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आर्ट एक डेविएंट है। दोस्तों डेविएंट बनने के लिए किसी भी मैच को अपने बेसिक एलिमेंट में एकदम मास्टरी हासिल करनी पड़ती है। आर्ट लाइटनिंग का इस्तेमाल कर पा रहा है यानी कि इस बंदे ने फायर के ऊपर मास्टरी हासिल कर ली है। इसी के साथ आर्ट और रे के बीच में क्या ही तो एकदम अलग लेवल की फाइट शुरू हो जाती है। आर्ट बहुत ही तेजी से रे के ऊपर हमला कर देता है। रे भी अपने आप को पूरी तरीके से डिफेंड कर पा रहे होते हैं और इन दोनों के ही अटैक्स के कारण यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े एक्सप्लोजन होने लग जाते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के इंटेंस अटैक्स को डोज और ब्लॉक कर रहे होते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है कि मेरे फादर के पास एडवांटेज है और इनके पंचेस पहले से ज्यादा शार्प हो चुके हैं। इतने में ही आर्ट तेजी से नीचे की साइड आ जाता है और रे की चिन पे हमला करने वाला होता है। अपन लोग देखते हैं दोनों ही बंदे इस पोजीशन पे आके रुक जाते हैं। तभी रे हंसते हुए आर्ट को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया। तभी सीन थोड़े पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। आर्ट कहता है एक डेविएंट की तरह लाइटनिंग में मेरे पास एडवांटेज है और मेरी आइस एबिलिटी अनस्टेबल है। मेरे पास और भी ज्यादा रास्ते हैं लेकिन अभी तक मैंने साउंड और ग्रेविटी को अनलॉक तक नहीं किया है। लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स के सामने चोर दिखाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। रे कहते हैं ये करना तुमने कब सीखा और तुम क्या क्या कर सकते हो। आर्ट जवाब देता है बस थोड़े टाइम ही पहले। अपन लोग विंसेंट और टेबिथा का रिएक्शन देखते हैं जो कि दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। अगले सीन में अपन देखते हैं ये सभी लोग बैठे होते हैं। मिस्टर विंसेंट कहते हैं रे क्या तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम्हारे बेटे का फ्यूचर कैसा हो सकता है। रे आर्ट को सहलाते हुए चोड़ में कहते हैं हाँ बिल्कुल अंदाजा है, जब से ये 3 साल की उम्र में अवेकन हुआ था तब से। टेबिथा कहती है क्या कहा 3 साल की उम्र में। एलिस जवाब देती है हाँ इसने हमारे पूरे के पूरे घर को ही उड़ा दिया था। विंसेंट हैरानी के कारण वाइन पी रहा होता है जिस कारण से ये बंदा थोड़े से नशे में है। विंसेंट कहता है क्या होगा अगर अपन तुम्हारे बेटे का एडमिशन जायरस एकेडमी में करवा दे। रे कहता है सीरियसली, लेकिन आर्ट तो सिर्फ 8 साल का है और जो जायरस एकेडमी है वो कॉन्टिनेंट की सबसे एडवांस एकेडमी है। टेबिथा कहती है मेरे हस्बैंड की बात में पॉइंट है, ये इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि हमें स्पॉन्सर करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी जिस कारण से तुम्हें ट्यूशन कॉस्ट की भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिस कहती है हम आप लोगों को ऐसा नहीं करने दे सकते, ऑलरेडी आप लोग हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। वैसे भी आर्ट तो सिर्फ 8 साल का है। विंसेंट कहते हैं जो डायरेक्टर है जायरस एकेडमी की मैं उसे पर्सनली जानता हूँ इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने में ही आर्ट कहता है एक्सक्यूज मी, इसमें मेरा फ्यूचर का इन्वॉल्वमेंट है इसी कारण से क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। आर्ट ने इन लोगों से क्या कहा ये अभी दिखाया नहीं गया है। इसी के साथ यहाँ पर रात हो जाती है और रात के टाइम में ये तीनों बातचीत कर रहे होते हैं। रे कहता है जब से हमें ये पता चला कि तुम इतने ज्यादा
ज्यादा कैपेबल हो कि तुम फ्यूचर में स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बन सकते हो। फिर भी ये आज की सेकेंड बेस्ट न्यूज है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट बेस्ट ये है कि आर्ट इन लोगों के पास वापस लौट चुका है। एलिस कहती है तुम्हारे फादर सही है और शायद से अब तुम इतने ज्यादा बड़े हो चुके हो कि तुम अपनी बूढ़ी मदर को एक गुड नाइट किस भी नहीं दे सकते, है ना। यह सुन के आर्ट को शर्म आ जाती है, लेकिन फिर भी फाइनली वो एलिस को किस कर देता है और फिर ये लोग आर्ट को सुलाकर यहाँ से जाने लग जाते हैं। एलिस एकदम से मुड़ के कहती है कल के दिन अपन शॉपिंग पे चलते हैं तुम्हारी सिस्टर के साथ, ताकि तुम लोगों के बीच में बॉन्ड अच्छा हो जाए। आर्ट कहता है ठीक है, बढ़िया है। एकदम लास्ट में रे जाते हुए कहता है कि जो भी विंसेंट ने कहा बुरा मत मानना, वो सिर्फ अच्छा ही सोच रहा था। तभी अपन लोग देखते हैं उसी मोमेंट को जहाँ पर आर्ट कहता है कि मैं रिस्पेक्ट के साथ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी अभी अपनी फैमिली से मिला हूँ। क्या इन लोगों के साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ इससे पहले कि मैं ये डिसाइड करूँ कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए या नहीं। विंसेंट कहता है हाँ बिल्कुल तुम सही हो, मैं कुछ ज्यादा ही तेजी से सोच रहा था। आर्ट कहता है ऐसा लगता है लड़ाई के कारण मैं थक चुका हूँ, इसी कारण से मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और आर्ट यहाँ से चला जाता है और शायद से ये बंदा कुछ न कुछ तो सोच रहा है। आर्ट घर में ही आगे बढ़ते हुए इधर उधर देख रहा होता है, तभी यहाँ पर लिलिया आ जाती है जो कि कहती है अगर तुम उस ओर आगे बढ़ोगे तो किसी न किसी कबाड़ खाने में पहुंच जाओगे, कमोन मेरे साथ चलो, मैं एक बेटर जगह जानती हूँ। लिलिया आर्ट को इस घर के नौकर चाकर लोगों के पास लेके चली जाती है और वहाँ पर उन लोगों से बातचीत करने लग जाती है। आर्ट अपने मन में कहता है कि अभी तक तो ये शांत थी, शायद से यूजुअली ये ऐसा ही बिहेव करती है। लिलिया इस मेड से डक का मीट मांगती है, खासकर फेट वाला पार्ट। ये मेड कहती है लिलिया संभल के रहिएगा, क्योंकि मैडम को शक हो चुका है आजकल आपका वेट बढ़ने लग गया है। लिलिया कहती है मारिया मैंने आपसे कहा है ना कि आप इस बारे में बात मत किया कीजिए, मैं तो हेल्दी गर्ल हूँ। यह दूसरी मेड आर्ट को बताती है कि लेडी लिलिया अक्सर यहाँ पर आ जाती है जब भी वो स्ट्रेस फील करती है। आर्ट अपने मन में कहता है कि आखिर इसे और किस बात का स्ट्रेस है। यह बंदा बताता है कि सर और मैडम की सबसे बड़ी इच्छा है कि उनकी डॉटर अवेकन हो जाए। लिलिया भी यही चाहती है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची के ऊपर ये एक प्रेशर वाली बात है। इसी मोमेंट पर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और आर्ट कहता है आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि हेस्टी फैमिली बहुत ही अच्छे लोग हैं। यह बंदा इस वाले चैप्टर पे कमेंट करता है कि हम लोग आर्ट को टेस्ट के साथ देखना चाहते हैं, और हाँ दोस्तों मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन जो लिलिया है इसके बारे में भी अपन लोग कुछ कह नहीं सकते, स्टोरी में कुछ भी हो सकता है। अपन आर्ट को देखते हैं जो कि सोया होता है, लेकिन सिल्वी आर्ट को जगा देती है। आर्ट कहता है सिल्वी आज के दिन तुम एक्साइटेड लग रही हो, और अपने मन में सोचता है कि आखिर टेस्ट क्या कर रही होगी। इतने में ही आर्ट को सिल्वी के अंदर से भयंकर बदबू आती है, इसी कारण से आर्ट सिल्वी को भी नहला देता है। तभी आर्ट को दरवाजे पे खटखट की आवाज सुनाई देती है। आर्ट कहता है आ रहा हूँ, और वो देखता है कि ये तो एली है। एली कहती है गुड मॉर्निंग बर्डर, मामा ने कहा कि तुम्हें जगा दूं। आर्ट कहता है ठीक है फिर हमें लेके चलो मामा के पास। एली कहती है अपन लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद शॉपिंग पे चलेंगे। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपनी फैमिली के साथ जायरस सिटी में घूम रहा होता है। तभी आर्ट को एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। आर्ट कहता है ये किस तरीके की दुकान है। मिसेस हेस्टी जवाब देती है कि तुम अंदर जो छोटे छोटे गोले देख रहे हो उन्हें बीस्ट कोर्स कहते हैं। इन्हें माना बीस्ट के अंदर से निकाला जाता है, जिनका इस्तेमाल करके मेजेस की पावर बढ़ाई जा सकती है। इनके ऊपर पैसा खर्च करना एकदम गेम्बल की तरह होता है, लेकिन अगर तुम लकी हुए तो तुमको किसी ऑप के अंदर से बीस्ट विल भी मिल सकती है। इनके ऊपर सैकड़ों गोल्ड भी खर्च करना पड़ सकता है। ये सुनकर आर्ट शॉक हो जाता है। मिसेस हेस्टी कहती है या फिर 1000 भी। लिलिया कहती है अपने घर पे बहुत सारे कोर्स पड़े हैं, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम देख सकते हो। इतना कह के लिलिया आर्ट को एक बार्बर की शॉप पे लेके चली जाती है, और ये लोग बेचारे आर्ट के बाल काट देते हैं। और ये बार्बर कोई बार्बर नहीं है, मेरे को तो कोई जल्लाद दिख रहा है। लेकिन खैर इस बंदे ने अपना काम अच्छे से किया है। आर्ट पहले से ज्यादा बेहतर दिख रहा है। एली कहती है ठीक है अब तुम मेरे भाई बनने के लायक लग रहे हो। बाहर निकलते ही आर्ट की नजर कुछ मेजेस पे पड़ती है। लिलिया बताती है कि ये जायरस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। उस तरीके की यूनिफॉर्म को पहन पाना एक स्टेटस की बात होती है। आर्ट कहता है लेकिन मुझे तो वो गधों की तरह दिखाई दे रहे हैं। लिलिया कहती है उनमें से ज्यादातर लोग गधे हैं भी, वो लोग हर वक्त रॉयल्टी को घसीटते रहते हैं। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट एक वेपन्स की दुकान में घुस जाता है, जहाँ पर एक से एक नायाब वेपन्स रखे हुए होते हैं। दो लोग यहाँ पर आते हैं और कहते हैं बच्चे तुम्हें यहाँ से फटा
फटाक से निकल जाना चाहिए। ये कोई बच्चों की खिलौनों की दुकान नहीं है। ये लोग आर्ट को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहे होते हैं। ये बंदा कहता है कि बाहर के साइड एक कैंडी स्टोर है, मैं तुम्हें वहां पर भेज देता हूँ। लेकिन आर्ट इस बंदे का हाथ झटक देता है और कहता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि स्वाट क्या होती है, मैं यहाँ से चलता हूँ और तुम्हारे रास्ते में आने के लिए मुझे माफ करना। इतने में बंदा गुस्सा करते हुए कहता है रुको ब्रेड, आखिर किस तरीके के हाउस ने तुम्हें बड़ा किया है इतने अकड़ू बच्चे को। आर्ट कहता है मेरे ऊपर से अपना हाथ हटाओ। यह बंदा कहता है बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, मेरा नाम इगेस्टस है। यह बंदा चोट दिखाते हुए अपने हाउस का नाम बताने वाला होता है, लेकिन इतने में ही ये सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसे कि देखकर ये बंदा शॉक हो जाता है और कहता है हेल्स्टी। मिसेस हेल्स्टी आगे आती है और कहती है मिस्टर इगेस्टस तुम रेवेनपोर की ब्रांच फैमिली से हो, क्या तुम चाहते हो मैं तुम लोगों का आना हेल्स्टी हाउस में बंद करवा दूं। ऐसा सुनकर इगेस्टस अपने घुटने पर बैठ जाता है और रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये बच्चा आप लोगों के साथ है। इसी के साथ जैसे ये लोग इस जगह से बाहर निकलते हैं, बाहर की साइड हम एक अजीबोगरीब बंदे को देखते हैं जो कि आर्ट की फैमिली को देख रहा होता है और मुझे लगता है खासकर सिल्वी को। ये वाला दिन पूरा हो जाता है। शाम के टाइम पर ये सभी लोग हेल्स्टी हाउस पर वापस आ जाते हैं। मिस्टर विंसेंट कहते हैं आर्ट इधर आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक ओल्ड लेडी होती है जो कि कहती है मेरा नाम सिंथिया गुड स्काई है, मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ जायरस एकेडमी की। तुम ही आर्थर लेवाइन हो है ना, तुम्हारे बारे में मुझे विंसेंट ने काफी कुछ बताया है। आर्ट अपने मन में कहता है जायरस एकेडमी एक ऐसी एडवांस एकेडमी है जिसके अंदर इंटर होने के लिए तुम्हारे अंदर काबिलियत और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दोनों चाहिए होता है। जिन भी लोगों का वर्ल्ड के ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है वो लोग जायरस एकेडमी से बिलोंग करते हैं। यही इम्प्रेशन सभी दूर फैला हुआ है जायरस एकेडमी के बारे में। जितनी भी दूसरी स्कूल्स है वो लोग इस एकेडमी के सामने बच्ची लगती है। आर्ट लगातार डायरेक्टर को देखे जा रहा होता है, डायरेक्टर भी आर्ट को ही देख रही होती है। तभी दोबारा से अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। आर्ट अपने मन में कहता है आखिर इस सिचुएशन में प्रॉपर्ली मैं किस तरीके से कन्वर्सेशन शुरू करूं, क्या मैं इनके हाथ पर किस करूं या फिर हाथ को सिर पर हैंडशेक करूं। आर्ट अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है और कहता है डायरेक्टर आपसे मिलकर भी खुशी हुई। लेकिन इतने में ही भाई साहब पीछे से एलिस आ जाती है जो कि आर्ट को जमीन में दबा देती है और कहती है डायरेक्टर गुड स्काई हमें माफ कीजिए हमारे सन के खराब बिहेवियर के कारण। ये अभी अभी घर पे वापस लौटा है, इस कारण से ये रीति रिवाजों को भूल चुका है। डायरेक्टर सिंथिया कहती है कोई बात नहीं, सिर्फ एक चीज से मैं नाराज हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा लेट आए हो, लेकिन मैं विंसेंट के फेवर को ठुकरा नहीं सकती क्योंकि जायरस एकेडमी के ऊपर विंसेंट का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मिस्टर विंसेंट कहते हैं प्लीज मैं तो सिर्फ एकेडमी की मदद करना चाहता हूँ ताकि लिलिया भी एकेडमी को फ्यूचर में ज्वाइन कर सके। डायरेक्टर सिंथिया कहती है वैसे आमतौर पर मैं किसी भी स्टूडेंट से मिलने के लिए नहीं आती हूँ, लेकिन विंसेंट ने जिस तरीके से बताया इसी कारण से मैं यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद डायरेक्टर सिंथिया मिसेस हेल्स्टी से कहती है क्या आप हमें बाहर की जगह बता सकती है ताकि मैं खुद डेमोन्स्ट्रेशन देख पाऊँ। और ये बेचारा आर्ट भूख के मारे तड़प रहा होता है क्योंकि बेचारे ने बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया। आर्ट कहता है पहले मुझे डिनर तो कर लेने दो, लेकिन एलिस जबरदस्ती आर्ट को ले आती है। जैसे ये लोग बाहर की ओर निकल रहे होते हैं डायरेक्टर सिंथिया की नजर सिल्वी के ऊपर पड़ती है। माय गॉड कितना प्यारा माना बीस्ट है, क्या ये तुम्हारे फादर के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है। आर्ट कहता है नहीं सिल्वी मेरे साथ बॉन्ड है, ये कुछ महीने पहले ही हैच हुई है। डायरेक्टर सिंथिया कहती है कितनी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे नोबल्स माना बीस्ट को परचेस करते हैं अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन मैंने आज तक सिल्वी जैसा माना बीस्ट कभी नहीं देखा है। आर्ट कहता है जिस वक्त मैं सिल्वी के नेस्ट पास गया था इसकी मदर मरने वाली थी, मैं लकी था जो कि मुझे ये मिल गई। ऐसा सुनकर डायरेक्टर सिंथिया थोड़े से सोच में पड़ जाती है। फिर इसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं बाहर ग्राउंड पर। डायरेक्टर सिंथिया कहती है चलो देखते हैं विंसेंट ने जितना कहा है उसमें कितना सच है। विंसेंट ने कहा कि तुम एक ऑगमेंटर हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया, कहा कि आगे की बात एक सरप्राइज है। डायरेक्टर अपने मन में कहती है ये बच्चा अभी तक इतना शांत कैसे है, क्या इस बच्चे का ये घमंड है या फिर कॉन्फिडेंस। दोस्तों ये चोमू बंदा डिनर के बारे में सोच रहा है, इस बंदे को कोई बताओ कि ये किसके साइड में खड़ा है। डायरेक्टर कहती है क्या कम से कम तुम किसी वेपन या फिर आर्मर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते।
दे। आर्ट कहता है अगर आप अपने वेंट का इस्तेमाल नहीं करोगी तो मैं भी ऐसे ही खाली हाथ लड़ना चाहता हूँ। आर्ट अपने मन में कहता है जब मैं वीरियन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था मेरे लिए एक्सप्लोजन और वाटर का कॉन्सेप्ट अपने वर्ल्ड की तरह था, जिस कारण से इस वर्ल्ड में मैं एक्चुअल एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर पाया। इसके बाद अर्थ और विंड स्टाइल के लिए मेरी पुरानी लाइफ के अंदर की मार्शल आर्ट टेक्निक्स काम में आई। और इसी के साथ भाई साहब अपन लोग देखते हैं बंदा अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करने लग जाता है। आर्ट कहता है अपने माना को कंट्रोल करने से अपनी इच्छा से माना का इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्ट की इस वाली टेक्निक को देखकर ये लोग दोबारा से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। आर्ट कहता है ये कॉन्जूरर से अलग है, ये फंडामेंटल स्टेप है ऑगमेंटर्स की किसी भी एलिमेंट को इस्तेमाल करने के लिए। अब टाइम आ चुका है ये देखने की कि जायरस एकेडमी की डायरेक्टर इसके खिलाफ कैसे रिएक्ट करती है। आर्ट अपने पैरों की मदद से एक बड़े से पत्थर को हवा में उछालता है और किक करके भेज देता है डायरेक्टर की साइड पे, और डायरेक्टर खड़े खड़े बस स्माइल कर रही होती है। फटाक से डायरेक्टर विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है और इन सभी पत्थरों से बच जाती है। यह देखते हुए आर्ट अपनी तरफ से भी विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और पंच से हमला कर देता है, लेकिन आर्ट का पंच पूरी तरीके से फेल हो जाता है। एक तेज झटके के साथ आर्ट पीछे उड़ने लग जाता है। आर्ट अपने आप को विंड और स्टोन की मदद से बैलेंस करता है और अपने मन में कहता है डैम, फायर और वाटर के कंपैरिजन में अर्थ और विंड को साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बावजूद भी। आर्ट बहुत तेजी से अटैक करने के लिए डायरेक्टर की ओर आगे बढ़ जाता है, लेकिन डायरेक्टर हवा से एक टोर्नेडो क्रिएट कर लेती है जिससे कि आर्ट दोबारा से पीछे हो जाता है। आर्ट अपने मन में कहता है डैम, इन्होंने इतनी जल्दी दूसरा स्पेल प्रिपेयर भी कर लिया है, और अपन लोग देखते हैं 4 और टोर्नेडोस क्रिएट हो जाते हैं। डायरेक्टर इन टोर्नेडोस की मदद से आर्ट के ऊपर हमला कर देती है और आर्ट अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है उल्टी डायरेक्शन में, जिससे कि वो इन टोर्नेडोस को खत्म कर देता है। डायरेक्टर कहती है इम्प्रेसिव, लेकिन तुम और कॉन्फिडेंट हो अपने अपोनेंट से आमने सामने लड़ने के लिए। और अपन देखते हैं डायरेक्टर के पास ऑलरेडी बहुत सारे टोर्नेडोस तैयार होते हैं, लेकिन डायरेक्टर इन्हें कैंसिल कर देती है और कहती है अगर सभी चीजों को देखा जाए तो तुमने जो अपनी मैजिकल पावर शो करी है वो लाजवाब है, और अब तैयार हो जाओ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी टेस्ट होने वाला है, कोशिश करना कि तुम अनकॉन्शियस ना हो जाओ। एकदम से डायरेक्टर अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और अपन देखते हैं आर्ट को बहुत तेज आवाजें सुनाई देने लग जाती है। आर्ट कहता है साउंड मैजिक, ये भी एक डेविएंट है, और इतने में ही डायरेक्टर अपनी पावर को कैंसिल कर देती है। डायरेक्टर यहाँ से जाते हुए कहती है कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पास हो चुका है। जिस तरीके की स्किल्स उसने विंड मैजिक में दिखाई है, इससे मुझे खुद इंटरेस्ट जाग चुका है खुद से उसे टीच करने के लिए। रे वही के वही हैरान होकर कहता है कि आर्थर, तुमने और अर्थ और विंड मैजिक को इस्तेमाल करना भी कब से सीख लिया? यह सुनकर डायरेक्टर कहती है कि अर्थ और विंड मैजिक को भी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मिस्टर विंसेंट हैरान होकर नीचे पड़े होते हैं, जो कि कहते हैं कल के दिन इसने लाइटनिंग मैजिक और फायर मैजिक का इस्तेमाल किया था। यह सुनकर डायरेक्टर कहती है तो तुम्हारा कहने का मतलब है ये छोटा बच्चा कम से कम 3 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, जिनमें से एक डेविएंट लेवल पर है। भाई साहब, आर्ट वहीं पर बैठे बैठे कहता है एक्चुअली मैं चारों के चारों एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये सुनकर भाई साहब डायरेक्टर को एक झटका लग जाता है। फटाक से डायरेक्टर को रे संभालता है। एली पूछती है मम्मा क्या ब्रदर स्ट्रॉन्ग है? डायरेक्टर जवाब देती है छोटी बच्ची बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, शायद से फ्यूचर में स्ट्रॉन्गेस्ट। आर्ट अपने मन में कहता है जब माहौल शांत हो गया मैंने अपनी फैमिली से माफी मांगी कि इस बात को सीक्रेट रखने के लिए। एलिस हैरान होकर कहती है प्लीज आर्ट, अब कोई भी सीक्रेट मत रखना। आर्ट कहता है काश मदर मैं आपको ठीक है कह पाता। इतने में डायरेक्टर आगे बढ़ती है और आर्ट को एक बैरियर के अंदर कैद कर लेती है, जिसके आर पार कोई भी बातचीत नहीं सुन सकता। डायरेक्टर कहती है तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो खुले मन से कह सकते हो। आर्ट अपने मन में कहता है इन्होंने मेरा चेहरा पढ़ लिया। फिर उसके बाद कहता है आपको मैंने अपनी पावर्स इसलिए शो करी क्योंकि मुझे 2 चीजों की जरूरत है, पावर और इन्फ्लुएंस। मेरी फैमिली को आप सेफ रखना जब तक कि मैं खुद स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। अगर आप ऐसा करोगी तो मैं ना सिर्फ अकेडमी को ज्वाइन करूंगा बल्कि आपको अपना बेनिफेक्टर भी मानूंगा। दोस्तों, बेनिफेक्टर यानी कि आर्ट कह रहा है कि वो आगे जाकर इनकी अकेडमी के बहुत काम में आएगा। यह सुनकर डायरेक्टर स्माइल करते हुए कहती है वाह, जो किंग और क्वीन है सेपाइन किंगडम के, वो भी इतनी हिम्मत नहीं करेंगे मुझे इस तरीके की डील देने की। फिर भी तुम सोच रहे हो कि मैं इतने छोटे बच्चे के साथ रिलेशनशिप बनाऊंगी। आर्ट कहता है शायद से मुझे पता है अगर किंग और क्वीन को भी
देखा जाए तो उनके मुकाबले भी इस बच्चे के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है और इस बारे में आपको भी पता है। वैसे मेरी डील तब तक चलने वाली है जब तक मैं एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर लेता। डायरेक्टर कहती है आर्ट कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है अपनी लाइफ को एकदम सही तरीके से जीने का। उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि अगर जायरस एकेडमी को सही एज पे ज्वाइन करूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। डायरेक्टर कहती है माय गुडनेस, इस बात के लिए तो 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तब तक तुम क्या करोगे? आर्ट कहता है मैंने अभी तक मेरी फैमिली को नहीं कहा है लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक एडवेंचरर बनूंगा। आर्ट के इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं एक रूम के अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपन लोग देखते हैं ये एलिस होती है जो कि आर्ट को डांट रही होती है कि तुम अभी अभी वापस आए हो और तुम चाहते हो कि तुम दोबारा से चले जाओ और अपनी जान गंवा दो। मेरी लाश के ऊपर भी मेरी तरफ से ना है। और इधर की साइड ये बेचारी एली जो कि रोते हुए कहती है प्लीज मम्मा गुस्सा मत करो। रे कहता है हनी, मैं आर्थर से सहमत नहीं हूँ कि वो एक एडवेंचरर बन जाए लेकिन कम से कम उसकी बात तो सुनो। एलिस कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि तुम्हें पता है अपन किस कंडीशन पर यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या तुम इस बात को समझ रहे हो? एलिस दुखी होकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तभी आर्ट कहता है कि मैं अभी से थोड़ी न जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं खुद आप लोगों के साथ कुछ महीने बिताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं किस तरीके से यहाँ पर पहुँचा हूँ लेकिन 3 साल एल्फ किंगडम में रहने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैंने सेपाइन किंगडम और डिखेथिन कॉन्टिनेंट में बहुत कुछ मिस कर दिया है। मैं भी वो एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ जो कि आप लोगों ने की थी जब आप लोग एडवेंचरर्स थे। रे कहता है मुझे पता है आर्ट तुम क्या कहना चाहते हो, जब मैं अवेकन हुआ था मैं भी यही करना चाहता था लेकिन तुम्हारी मदर को तुम्हारी चिंता करने का पूरा अधिकार है। कुछ भी मैटर नहीं करता कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग और कितने प्रिपेयर हो। जो एडवेंचरर्स की लाइफ होती है वो बहुत ही खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल होती है। आर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है कैसा होगा अगर मेरे साथ कोई सीनियर सुपरवाइजर जाएगा। एलिस कहने वाली होती है ऐसे में भी तुम नहीं जा सकते लेकिन इतने में ही रे बोल पड़ता है कि ये एक अच्छा आइडिया है लेकिन तुम्हारे साथ जाएगा कौन? भाई साहब ये सुनकर एलिस रे की कॉलर पकड़ लेती है और कहती है तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं अपने बेटे को खुद से अलग और 3 सालों के लिए नहीं भेजने वाली। बेचारे रे की हालत खराब करने के बाद एलिस बहुत ही शांति से बैठ जाती है। आर्ट कहता है मैं 3 सालों के लिए थोड़ी न जा रहा हूँ, मैं बीच बीच में आप लोगों के पास आता रहूंगा मिलने के लिए। एलिस सार्किस्टिक तरीके से कहती है सच में क्या? आर्ट सिर को झुकाते हुए कहता है हाँ। इतने में आर्ट के पास एली आ जाती है जो कि कहती है ब्रदर तुम क्या जा रहे हो? आर्ट शौक होकर कहता है अरे नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ तुम्हारे साथ। एलिस कहती है ऐसा मत सोचना कि तुम्हें भेजने के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, मुझे बताओ कि तुम एडवेंचरर क्यों बनना चाहते हो? आर्ट कहता है क्योंकि मैं अगर अभी से स्कूल ज्वाइन कर लूंगा तो बाकियों के कंपेरिजन में मैं छोटा लगूंगा। मैं वहाँ पर बहुत सारे दोस्त बनाना चाहता हूँ जो कि एज डिफरेंस के कारण मुश्किल बात हो जाएगी। एलिस कहती है तुम्हें अभी से स्कूल जाने की जरूरत थोड़ी न है, तुम अपने फादर की मदद कर सकते हो। रे कहता है एलिस चिंता मत करो, अपने बच्चे को कुछ नहीं होगा। ऐसा सुनकर एलिस दोबारा से रे को पीटने लग जाती है और आर्ट अपने मन में कहता है मैं सिर्फ पर ट्रेनिंग ही नहीं करना चाहता, मैं अपनी स्किल्स को एक्चुअल फाइट के अंदर टेस्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअली अभी भी मैंने अपनी मदर से कोई भी झूठ नहीं कहा है। सिल्विया भी यही चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। इसी के साथ ये वाला पूरा दिन खत्म हो जाता है और अगले दिन अपन देखते हैं सुबह सुबह सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। आर्ट पूछता है आज के दिन आप लोगों का क्या प्लान है? मिसेस हेल्स्टी जवाब देती है कि तुम्हारी मदर और मैं टाउन में जाने वाले हैं आने वाले इवेंट की तैयारी करने के लिए, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। आर्ट कहता है नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। इतने में मिस्टर विंसेंट कहते हैं क्या तुमने आर्ट को लेकर फाइनल बात डिसाइड की? एलिस कहती है हम लोगों ने आर्ट की बात मान ली है लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। मिसेस हेल्स्टी कहती है क्या कंडीशन? रे कहता है पहली कंडीशन 3 महीने बाद आर्ट का बर्थडे आने वाला है, तब तक आर्ट को यही रुकना होगा। दूसरी कंडीशन जब भी आर्ट मिशन पे जाएगा वो किसी न किसी गार्ड के साथ जाएगा। और तीसरी कंडीशन आर्ट को हर 2 महीने में कम से कम एक बार हम लोगों से मिलने आना होगा। मिस्टर विंसेंट कहते हैं कि ये सब तो ठीक है लेकिन क्या तुमने सोचा है कि आर्ट के लिए गार्ड कौन रहेगा? मेरा कहने का मतलब है क्या कोई गार्ड इतना केपेबल है जो कि आर्ट को गार्ड कर सके? यह सुनकर यहाँ पर बैठे सभी के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तभी एकदम से एली कहती है पापा मुझे देखो, मैं सिल्वी हूँ।
एकदम से रे कहता है रुको, मुझे पता चल चुका है कि अब मुझे क्या करना है। 2 महीने बाद ट्विन होर्न्स अपने डंजन मिशन से वापस आने वाले हैं, तो मैं उन्हीं में से किसी के साथ आर्थर को भेज दूंगा। दोस्तों अगर तुम लोग भूल चुके हो तो ट्विन होर्न्स वही लोग हैं जो कि एकदम सीरीज में स्टार्टिंग में दिखे थे, मतलब डर्डन और क्या था जेस्मिन और वो सब लोग। यह सुन के एलिस कहती है कि ये तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। रे कहता है हनी मुझे इतना सरप्राइज होकर देखना बंद कर दो कि मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया है। आर्ट ट्विन होर्न्स का नाम सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और खुश होकर उन सभी के नाम लेता है, जेस्मिन, डर्डन, एंजिला, हेलेन और आखिरी में एडम। मैं उन सभी लोगों से बहुत ही जल्द मिलने वाला हूँ। Later that same evening. अपन मिस्टर विंसेंट को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। तभी आर्ट आता है और कहता है एक मैटर को लेकर मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और अपन एलिस को देखते हैं जो कि मिसेस हेल्स्टी से कहती है क्या 10 साल के एनिवर्सरी इवेंट के लिए ये सामान ठीक भी होगा। मिसेस हेल्स्टी कहती है मैं तुम्हें बता रही हूँ जो सामान तुमने बनाया है वो बहुत सारी नोबल लेडीज को पसंद आया है। एलिस कहती है क्या कहा आपने, मैंने तो बस ऐसे ही उन्हें फालतू टाइम में बना दिया था, वैसे नोबल लेडीज ने उन्हें देखा कब। मिसेस हेल्स्टी कहती है मैं उन्हें अपने घर से ले आई और उन्हें डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया। इधर अपन साइड में एली को देखते हैं जो कि नाराज है क्योंकि उसका भाई उसके साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं आया। लिलिया कहती है लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ आई हूँ ना, अब मैं समझ चुकी हूँ, अब तुम्हारा भाई आ चुका है इसीलिए अब मैं बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, है ना। एली कहती है नहीं, लिलिया लिलिया है और ब्रदर ब्रदर है। लिलिया नाटक करते हुए कहती है तुमने कहा था कि तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती हो, लेकिन अब तुम्हारा भाई आ चुका है इसी कारण से अब मुझे दूर कर रही हो। इतने में ही मिसेस हेल्स्टी लिलिया के सिर पर एक कराटे चोप देती है और कहती है एली को परेशान करना बंद करो। लिलिया कहती है मैं तो बस एली के थोड़े से मजे ले रही हूँ क्योंकि आजकल एली सिर्फ अपने भाई के बारे में ही सोचती रहती है। मिसेस हेल्स्टी कहती है अच्छा ऐसा क्या, लेकिन मुझे तो लगता है कि एली अकेली नहीं है जो कि हर वक्त आर्थर के बारे में सोचती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी डॉटर को किसी पे पहला क्रश आ चुका है। और ये सुनकर लिलिया बहुत ही शर्मा जाती है और कहती है आप ये क्या कह रही हो, मैं सोचती हूँ आपने कहा था कि मेरी उम्र के बच्चे मेजेस नहीं हो सकते, लेकिन आर्ट कई एडल्ट लोगों से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं भी अब बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ अवेकन होने का ताकि आप लोगों को भी खुशी हो। और ऐसा कहते हुए लिलिया सीरियस हो जाती है। एलिस समझाते हुए कहती है कि तुम्हें आर्थर से खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बाकी बच्चों के मुकाबले आर्थर थोड़ा अलग है। लिलिया कहती है लेकिन वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, क्या आपने किसी तरीके की उसे ट्रेनिंग दी है, क्या आप लोग मेरी भी मदद कर सकते हो। एलिस कहती है थोड़ी बहुत स्वाड ट्रेनिंग के अलावा उसके साथ और कुछ भी नहीं किया गया है। यह सुनकर मिसेस हेस्टी कहती है मैं समझ चुकी हूँ कि आर्ट एक गिफ्टेड बच्चा है, लेकिन क्या इसके अलावा और कुछ भी नहीं छुपा है। एलिस कहती है इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं आप लोगों से सच सच कहूँ तो मुझे और रे को पता है कि आर्ट हम लोगों से चीजें छुपाता है। मिसेस हेस्टी कहती है अगर ऐसा है तो आप लोग डायरेक्ट आर्ट से क्यों नहीं पूछते, अगर मैं इतना जानने के लिए क्यूरियस हूँ तो मैं श्योर हूँ कि आप तो मुझसे ज्यादा भी जानने के लिए बेकरार होंगे। एलिस कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे इस बात पे भरोसा है कि वो जो कुछ भी कर रहा है अच्छे रीजन के कारण से कर रहा है। हम चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाए और उसके बाद खुद से ही अपने बारे में सब कुछ बता दे। दोस्तों जैसे ये लोग अपनी बातचीत कर रहे होते हैं अपन यहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं जो कि पहले भी इनकी फैमिली के ऊपर नजर रख रहा था। यह बंदा एक खुफिया जगह पर जाता है और कहता है लॉर्ड सेबेस्टियन को इन्फॉर्म कर दो कि वो माना बिस्ट आज इन लोगों के साथ नहीं है। जायरस एकेडमी का कोई मेज इन लोगों को गार्ड कर रहा है, इस कारण से मैं सही तरीके से जासूसी नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि वो बच्चा 10 साल वाली एनिवर्सरी में जरूर से मौजूद होगा। लॉर्ड सेबेस्टियन से कहना यही अपने पास सबसे बेस्ट मौका रहेगा। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है आर्ट के ऊपर जो कि मिस्टर विंसेंट के सामने बैठे बैठे चुस्कियां मार रहा होता है। मिस्टर विंसेंट कहते हैं इस छोटे से बच्चे की प्रेजेंस कितनी ज्यादा खतरनाक है, इतना नर्वस तो मैं किंग के सामने भी नहीं होता। जब भी ये फैमिली के साथ होता है ये अलग बिहेव करता है, क्या ये इस बच्चे का ट्रू बिहेवियर है। आर्ट कहता है मेरा यहाँ पर आने का ये रीजन है कि मैं आपसे कुछ सामान बुलवाना चाहता हूँ। मिस्टर विंसेंट कहते हैं अच्छा किस तरीके का सामान। आर्ट कहता
कहता है एक प्रोटेक्टिव क्लोक और एक ऐसी ठीक ठाक स्वॉर्ड जो कि मेरे साइज की हो और एक ऐसा मास्क जिसकी मदद से आवाज को बदला जा सके। मिस्टर विंसेंट कहते हैं क्लोक को मैं बहुत ही आसानी से बुलवा सकता हूँ, लेकिन इस तरीके का मास्क कोई ऐसा आदमी ही बना सकता है जो कि साउंड मैजिक में डेविएंट हो, इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर मिस्टर विंसेंट अपने मन में कहते हैं रुको जरा, पहले ही मेरे ऊपर एनिवर्सरी के काम का लोड है, लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे की मदद क्यों करना चाह रहा हूँ। इतने में ही आर्ट कहता है थैंक यू, इसके बदले में मेरे पास कोई भी पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ लूंगा आपको पे करने का। मिस्टर विंसेंट कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारे फादर ने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है, उसके कारण इस हाउस में कोई भी चोर चक्का नहीं घुस पाता। आर्ट कहता है लेकिन फिर भी अभी अभी मैंने एक मेथड डिस्कवर की है जिसकी मदद से मैं अपनी सिस्टर को अवेकन करने की कोशिश करूंगा, तो ऐसे में मैं लिलिया की भी मदद करूंगा। ऐसा सुनकर मिस्टर विंसेंट हैरान होते हैं। आर्ट यहाँ से जाते हुए कहता है मुझे पता है कोई भी और लिलिया की मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जरूर से कर सकता हूँ ताकि वो जायरस एकेडमी को ज्वाइन कर सके। भाई सीरीज को देखते हुए बंदे बहुत ही ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज ये सीरीज हारेम ना निकल जाए। Oh my God! अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपने एलिमेंट्स के साथ बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है। आर्ट कहता है भले ही पुरानी लाइफ हो या फिर ये वाली लाइफ, मुझे उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है जिनसे कि मैं प्यार करता हूँ। तभी अपन देखते हैं आर्ट की पुरानी लाइफ की एक मेमोरी को, जहाँ पर आर्ट के किसी करीबी की डेथ हो जाती है और ये शायद से एक मर्डर केस था। आर्ट कहता है शायद से वो लोग आ चुके हैं। ऐसा कहते हुए आर्ट नीचे जाता है। तभी अपन देखते हैं आर्ट की तरफ एलिस आ रही होती है। आर्ट ये सब क्या है? क्या तुम लिलिया को मेज बनाने वाले हो? अगर ये सब किसी तरीके से मजाक हुआ तो इस बार तुमने हद पार कर दी है। मिसेस हेस्टी कहती है आर्थर अगर ये किसी तरीके का प्रैंक हुआ तो मुझे लगता है इस बार तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हो। आर्ट मिसेस हेस्टी से कहता है कि इस बारे में मैं कभी मजाक नहीं कर सकता। मैंने मिस्टर विंसेंट के साथ एक डील की है जो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। मिस्टर विंसेंट कहते हैं हाँ बिल्कुल, आर्ट ने कहा था कि वो अपन लोगों को दिखाने वाला है। यह सब लोग बैठ जाते हैं और आर्ट को देखने लग जाते हैं। आर्ट लिलिया और एली के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है अब सांस लो जिस तरीके से मैंने बताया। आर्ट अपने मन में कहता है जब भी सांसें धीरे और गहरी होती है तो ऐसे में माना को अच्छे से सेंस किया जा सकता है। आर्ट एली से कहता है अगर तुमने सही तरीके से सांस ली तो तुम भी अपने भाई की तरह ताकतवर बन जाओगी। ऐसा सुनते ही एली खुश हो जाती है। आर्ट कहता है तुम दोनों तब तक सही तरीके से सांस लेते रहो जब तक कि तुम्हें अंधेरे में लाइट्स दिखने नहीं लग जाती। एली कहती है हाँ मुझे वो दिख रहे हैं लेकिन अब वो गायब हो गए हैं। आर्ट कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने सांस सही तरीके से लेना बंद कर दी। लिलिया कहती है लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। आर्ट कहता है हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी मेज नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही इन दोनों लोगों को माना लाइट सही तरीके से दिखने लग जाती है। आर्ट कहता है अब अपने सोच की मदद से इन लाइट्स को इकट्ठा करने लग जाओ और हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ये तीनों लोग ही थक जाते हैं। आर्ट कहता है मुझे लगता है आज के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। इतने में मिस्टर विंसेंट कहते हैं तो फिर काम कैसा रहा, क्या लिलिया मेज बन सकती है? आर्ट कहता है ऐसा होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन अगर मैं इसी तरीके से मदद करता रहूंगा तो ये कुछ ही महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा सुनते ही लिलिया की मदर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और आर्ट को गले लगा लेती है। मिसेस हेस्टी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर डाउट किया, तुम्हारा बहुत ही बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारे कारण से मेरी बेटी को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो कि हमारे मेजेस न होने के कारण से उसे नहीं मिल पाई। इसी के साथ अपन देखते हैं नॉर्मल तरीके से टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। रोज रोज आर्ट एली और लिलिया की मदद करता है और खुद की भी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है। इसी के साथ डायरेक्ट अपन लोग देखते हैं 2 महीने बाद। एलिस कहती है तुम तो बहुत ही एक्साइटेड हो रहे होगे ट्विन होम्स को देखने के लिए, बहुत ही लंबा समय हो चुका है ना? रे कहता है मैं अकेला थोड़ी ना एक्साइटेड हूँ, तुम जरा उधर देखो। इसी के साथ दोस्तों थोड़ी ही देर में ट्विन होम्स आ जाते हैं। आर्ट जैसे ही दरवाजा खोलता है और अपन देखते हैं एंजिला दोबारा से आर्ट के ऊपर झपट पड़ती है और उसे गले से लगा लेती है। एंजिला कहती है तुमने बहुत कुछ झेला होगा है ना? आर्ट कहता है एंजिला मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तभी एंजिला के कंधे पर डर्डन हाथ रखता
है एंजिला आर्ट को छोड़ देती है। आर्ट ये देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है डर्डन तुम तो और भी ज्यादा बड़े हो चुके हो। लेकिन अपन लोग देखते हैं डर्डन की आंखों में आंसू, क्योंकि डर्डन के दिमाग में अभी भी सब कुछ वही चल रहा होता है कि कितनी बड़ी दिक्कत हो गई थी। तभी पीछे से एडम की आवाज आती है, मैंने तो सोचा कि अपन लोगों को हैप्पी फेस बनाकर रखना है, तो फिर ये रोना धोना क्यों? और क्या कोई भी उस माना बिस्ट के बारे में बात नहीं करेगा जो कि उस कंधे पर लटका हुआ है? तभी यहाँ पर हेलेन आ जाती है जो कि कहती है तुम इस गधे को इग्नोर कर सकते हो। और आर्ट, ये देख के मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम इतने बड़े और हैंडसम ग्रो हो चुके हो। हेलेन की आंखों में भी थोड़े से आंसू आ जाते हैं। तभी एडम कहता है सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूँ तो इसका मतलब क्या मैं बुरा आदमी हूँ? लेकिन इसमें मेरी गलती थोड़ी न है कि मैं अकेला इतना ज्यादा मेच्योर हूँ कि मैं रो नहीं रहा। तभी पीछे की साइड से भागते हुए आती है जैस्मिन, जो कि बहुत तेजी से आर्ट के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और बार बार सॉरी ही कहती जाती है। सभी के सभी लोग इमोशनल होके रोने लग जाते हैं। तभी अगले सीन में अपन देखते हैं मिस्टर विंसेंट रे से कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें अंदर की साइड कॉन्जूरर्स की जरूरत नहीं है? रे कहता है नहीं, अपन लोगों के पास एंजिला और एक दूसरा कॉन्जूरर है जो कि बैरियर्स का काम संभालेंगे और डर्डन मेन एंट्रेंस पे ध्यान देगा। मिस्टर विंसेंट कहते हैं मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे दोस्त यहाँ की सिक्योरिटी के लिए मान गए हैं। रे कहता है ऑक्शन हाउस की सेफ्टी के लिए अपन खतरे को बाहर ही संभाल सकते हैं, मैं कुछ लोगों को बाहर की साइड पर भी लगा दूंगा। मिस्टर विंसेंट कहते हैं वैसे तुम्हारे बेटे ने एडवेंचरर बनने से पहले एक स्वाट की मांग की है। तुम्हारे गॉन्टलेट को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि स्वाट फाइटिंग उसे तुमने सिखाई होगी। रे कहता है मैंने सिर्फ उसे एक लकड़ी की स्वाट ला कर दी थी, फिर वो जब तक 4 साल का हुआ वो खुद से ही सीख गया। यह सुनकर मिस्टर विंसेंट दोबारा से हैरान हो जाते हैं। रे कहता है वैसे जब भी मैं आर्ट के साथ एक स्पेयर फाइट करता था तब वो एक प्रेशर को क्रिएट कर लेता था। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर लगता था कि वो कई दशकों से बैटल्स करते हुए आ रहा है। मिस्टर विंसेंट कहता है रे आर्थर तो अभी 1 दशक का भी नहीं हुआ है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हो? रे कहता है शायद से तुम सही हो, लेकिन जब भी हम लड़ते थे ऐसा लगता था कि वो कभी जभी गड़बड़ कर देता था, जैसे कि वो खुद की ही बॉडी का आदी नहीं है। तभी ये दोनों पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं सभी के सभी लोग ऑलरेडी तैयार होकर खड़े होते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है चाहे मैं जितनी भी ड्रेसिंग कर लूं, लेकिन आखिर में मैं एक क्यूट बच्चा ही लगूंगा, काश मैं बहुत जल्दी से बड़ा हो जाऊं। मिस्टर विंसेंट कहते हैं तो ठीक है फिर सभी लोग तैयार हो जाओ, रथ इंतजार कर रहे हैं। फिर मिस्टर विंसेंट आर्ट से कहते हैं कि मैंने सुना मेरी डॉटर की प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। आर्ट कहता है हाँ, अगर सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो वो अपनी नॉर्मल एज में ही जायरस एकेडमी को ज्वाइन कर पाएगी। मिस्टर विंसेंट कहते हैं दोबारा से तुम्हारा धन्यवाद। इसी के साथ ये सभी लोग निकल जाते हैं एनिवर्सरी वाली जगह की ओर। रास्ते में आर्ट इन लोगों को भी बताता है कि आर्ट के साथ क्या क्या हुआ था और सिल्वी किस तरीके से मिली। तभी ये लोग ऑक्शन हाउस तक पहुंच जाते हैं। आर्ट बाहर निकलता है और कहता है तो ये है हेल्स्टी ऑक्शन हाउस। हेल्स्टी ऑक्शन हाउस की ये 10th एनिवर्सरी है, एक ऐसा इवेंट जिसके लिए नोबल्स और एडवेंचरर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ये इवेंट सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, यहाँ पर नायाब चीजों को खरीदने का मौका मिलता है। यह सभी लोग अंदर जाते हैं। आर्ट यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट कोर्स को देखता है और अजीब अजीब चीजों को देखता है। रे भी अपने सिक्योरिटी वाले काम में जुट जाता है। यहाँ पर मौजूद गार्ड्स को बता रहा होता है कि उन्हें क्या करना है। आर्ट अपने आप से कहता है ये बहुत ही बढ़िया मौका है फादर को इस तरीके से देखने का, यूजुअली वो ऐसे कभी भी नहीं रहते। पीछे से हेलेन कहती है आफ्टर ऑल तुम्हारे फादर एक लीडर है, मैंने उनकी जगह संभाले बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती। आर्ट अपनी मदर के साथ अंदर की साइड जाता है और वहाँ पर देखता है एक बहुत ही बड़ा हॉल जिसकी कैपेसिटी हद से भी ज्यादा बड़ी है। आर्ट अपने आप से कहता है मैं खुद भी किंग रह चुका हूँ और इलिनॉय किंगडम में भी रह चुका हूँ, उसके बावजूद भी ये काफी इम्प्रेसिव है। लिलिया कहती है इंतजार करो जब तक कि तुम ऊपर की साइड के प्राइवेट व्यू रूम को नहीं देख लेते। इसी के साथ ये लोग ऊपर की साइड प्राइवेट रूम में चले जाते हैं और भाई साहब ये अकेला रूम इतना ज्यादा बड़ा है कि बहुत सारे होटल्स भी इतने बड़े बड़े नहीं होते। मिसेस हेस्टी कहती है कि बहुत ही जल्द स्पेशल मेहमान आने वाले हैं, तब तक अपने आप को रिलैक्स कर लो और कंफर्टेबल हो जाओ। थोड़ी ही देर में अपन लोग देखते हैं इस बड़े से हॉल के अंदर गेस्ट, नोबल्स और अमीर लोग आने लग जाते हैं। तभी एक बंदा आकर मिसेस हेस्टी को बताता है कि वीआईपी गेस्ट भी आने लग गए हैं और भाई साहब इधर की साइड एंट्री हो जाती है किंग और क्वीन की। मिस्टर विंसेंट इन सभी का वेलकम करते हैं, जहाँ पर किंग का नाम है ब्लेन ग्लाइडर और क्वीन का नाम है प्रिसिला ग्लाइडर। प्रिंस का नाम है
कर्टिस ग्लाइडर और प्रिंसेस का नाम है कैथलीन ग्लाइडर। यह सभी लोग रिस्पेक्ट देने के लिए अपना अपना सिर झुका लेते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है मुझे सेम वैसी फीलिंग आ रही है एलनोयर किंगडम वाली, मतलब कि एकदम रॉयल्टी। किंग कहते हैं विंसेंट, हमें तो ये पता ही नहीं था कि इस जगह को हमें गेस्ट के साथ शेयर करना होगा। मिस्टर विंसेंट कहते हैं यूर मेजेस्टी, गलती के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा याद है कि आपने कहा था कि आप मेरी फैमिली से मिलना चाहते हैं और मैंने सोचा कि ये दिन सबसे बेस्ट रहेगा। ये मेरी वाइफ टेबिथा है और मेरी डॉटर लिलिया, आप इन्हें तो जानते ही होंगे। ये एलिस लेवाइन है, मेरे क्लोज दोस्त की वाइफ, और ये उनके बच्चे हैं आर्थर लेवाइन और एलेनोर लेवाइन। किंग स्माइल करते हुए कहते हैं कि विंसेंट के दोस्त यानी कि मेरे भी दोस्त, आप सभी लोग खड़े हो जाइए। आफ्टर ऑल हम यहाँ पर हेस्टिस को कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं और एंजॉय करने के लिए आए हैं। क्वीन कहती है हाँ, फॉर्मल रहने की कोई जरूरत नहीं है, साथ में एंजॉय करते हैं। मुझे खुशी है कि अपन लोग साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तभी यहाँ पर क्वीन की नजर सिल्वी पर पड़ती है। माय गुडनेस, कितना प्यारा माना बीस्ट है। ये रेप्टाइल बेस्ड लगता है लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंट। आर्ट कहता है ये कुछ महीनों पहले ही हैच हुई है यूर मेजेस्टी, इसका नाम सिल्वी है। आर्ट कहता है किंग और क्वीन को हेलो कहो। सिल्वी कहती है क्यों? किंग कहते हैं यंग मैन, क्या ये तुम्हारे साथ बॉन्ड है? आर्ट जवाब देता है यस यूर मेजेस्टी। किंग कहते हैं तुम बहुत ही लकी हो क्योंकि बीस्ट को पालना काफी मुश्किल होता है और ये बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी लग रही है। आर्ट कहता है वेल, हम लोग मेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ऐसे में आज्ञाकारी की बजाय म्यूचुअल एग्रीमेंट कहना ज्यादा सही होगा। इतने में किंग के साथ वाला बंदा चिल्लाकर कहता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम इस माना बीस्ट के साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट में हो? आर्ट अपने मन में कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तभी ये बंदा आगे बढ़ता है और कहता है मुझे एक बार करीब से तुम्हारे बॉन्ड को देखने दो। इतने में किंग कहते हैं बस बहुत हो गया है, ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है किसी और के पेट को स्टडी करने का। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि तुम ड्यूटी पर हो सेबेस्टियन? भाई साहब दोस्तों, अगर तुम लोग भूल चुके हो तो ये सेबेस्टियन वही नाम है जो कि उस जासूस अजीबोगरीब बंदे ने इस्तेमाल किया था। हो सकता है इस बंदे की नजर बहुत पहले से ही सिल्वी के ऊपर है, जिस कारण से यहाँ पर ये इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया। सेबेस्टियन किंग से माफी मांगता है। फिर मिसेस हेस्टी किंग और क्वीन को जगह बताती है कि कहाँ पर बैठना है। इसी के साथ ये एंकर बंदा एंकरिंग शुरू कर देता है और किंग और क्वीन के लिए तालियां बजवाता है, साथ ही साथ मिस्टर विंसेंट के लिए भी। ये आर्ट पिद्दी अपने खुद के दिमाग में किंग वाला ख्याल लाता है और चोरी छुपे से एल्कोहल पी लेता है। और अब ये बेचारी सिल्वी इन लोगों को बताना चाहती है, लेकिन आखिर बताए तो बताए कैसे? भाई ये किस तरीके की ज्यादती है बेचारी एकदम प्यारी सी पेट के साथ। तभी आर्ट क्वीन की तरफ देखता है। क्वीन के पास एक वेंड होता है जिसे देखकर समझ जाता है कि क्वीन भी एक कॉन्जरर है। आर्ट अपने मन में कहता है कि मैं क्वीन के अंदर से माना को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास कोई चीज है जिससे कि माना हाइड किया जा सकता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वीन कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पे है जिस कारण से मैं माना को सेंस नहीं कर सकता। तभी क्वीन भी फील कर लेती है कि आर्ट उन्हीं को देख रहा है और वो भी रिटर्न में स्माइल कर देती है। आर्ट ब्लश करते हुए अपने मन में कहता है वैसे मैंने इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन ये बात अच्छी है कि मुझे क्वीन के लिए अट्रैक्शन फील नहीं हो रही है। बाकी सभी जितने भी फीमेल्स है मुझे इनमें भी किसी से भी अट्रैक्शन फील नहीं होती, भले ही ये सेम एज की है जिस उम्र में मैं मरा था। शायद से ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी मेरी मदर की एज की है, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि मुझे मेरी एज की कोई अट्रैक्टिव लड़की मिली हो। आर्ट के दिमाग में 3 लड़कियों का ख्याल आता है। आर्ट आगे कहता है वैसे मुझे इस बारे में अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब देखेंगे। इतने में ही आर्ट के पास मिस्टर विंसेंट आते हैं और कहते हैं अभी अभी ऑक्शन में स्वाट दिखाई जाने वाली है, अगर तुम्हें कोई भी पसंद आए तो मुझे बता देना, मैं उसके लिए बोली लगाना शुरू कर दूंगा। और हाँ, प्राइस की चिंता बिल्कुल भी मत करना, ये जगह मेरी खुद की है, इसी कारण से मेरे पास एडवांटेज है। यहाँ पर एक ऐसी स्वाट लाई जाती है जिसका साइज छोटा होता है और माना की मदद से इस स्वाट की कटिंग एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ इसके अंदर पैरालाइजिंग इफेक्ट भी होता है। इस स्वाट की स्टार्टिंग बोली लगती है 50 गोल्ड कॉइन और यहाँ पर लोग बढ़ाए जा रहे होते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है अगर जायरस सिटी को देखा जाए तो सिर्फ 1 गोल्ड कॉइन की मदद से एक मीडियम साइज का घर खरीदा जा सकता है, और अगर एस्बर की बात की जाए तो वहाँ पर एक मुट्ठी कॉपर कॉइन की मदद से एक फैमिली अपना पूरा दिन गुजार सकती है। उस हिसाब से जो इस स्वाट
आर्ट की स्टार्टिंग बोली है उसकी मदद से एक पूरी फैमिली की 250 सालों तक जरूरतें पूरी की जा सकती है। मिस्टर विंसेंट कहते हैं तो ये स्वॉर्ड तुम्हें कैसी लगी? ये थोड़ी सी बड़ी है लेकिन काफी अच्छी है। आर्ट कहता है ये एक पावरफुल वेपन लग रहा है लेकिन मेरे लायक नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा कम यूनिक होगा तो वो चलेगा। मिस्टर विंसेंट कहते हैं ठीक है, वैसे भी ये ऑक्शन काफी देर तक चलने वाला है। मिस्टर विंसेंट अपनी पहुंच की शोबाजी करते हुए कहते हैं कि बाकी का सारा सामान मैंने अरेंज कर लिया है और ये बात जानकर आर्ट को भी खुशी होती है। इसके बाद आर्ट अपने मन में कहता है मिस्टर विंसेंट ने सही कहा था कि अभी तो ऑक्शन सिर्फ शुरू हुआ है, बहुत सारे वेपन्स दिखाए जा रहे हैं। किंग ने भी अपने लिए एक बीस्ट कोर हासिल किया है A क्लास का, लेकिन जब तक उसे यूजर एब्जॉर्ब नहीं करता तब तक कहा नहीं जा सकता कि ये वैल्यूएबल है कि नहीं। तभी अपन देखते हैं आर्ट रियलाइज करता है कि सिल्वी उसके साइड से गायब हो चुकी है। ये देखकर आर्ट घबरा जाता है और लिलिया से पूछता है, लेकिन लिलिया को भी नहीं पता होता। आर्ट सिल्वी को इधर उधर ढूंढने लग जाता है। तभी एकदम से आर्ट के कानों में सिल्वी की आवाज आती है। तभी अपन देखते हैं यहीं पर साइड में सेबेस्टियन सिल्वी के साथ कुछ न कुछ कर रहा होता है। सिल्वी बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है। यह देखकर आर्ट को बहुत ही गुस्सा आया होता है। आर्ट अपने मन में कहता है आर्ट अपने आप को कंट्रोल करो, वो बंदा रॉयल फैमिली के साथ है। आर्ट सीरियस होकर कहता है सिल्वी को जाने दो। तभी सिल्वी इधर की साइड पर भाग आती है। सेबेस्टियन उठते हुए कहता है कि एक मामूली से कॉमनर का कोई भी अधिकार नहीं बनता इतने स्पेशल बीस्ट को अपने साथ रखने का। आर्ट कहता है क्या कहा तुमने? सेबेस्टियन कहता है मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये मेरी होने वाली है। ऐसा सुनते ही आर्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीरियस होकर कहता है क्या कहा तुमने, जरा दोबारा कहना। ये दोनों सेंस करते हैं एक बहुत ही खतरनाक ब्लड लस्ट जो कि होती है आर्ट की। किंग अपने मन में कहते हैं कि इतनी ज्यादा हेवी ब्लड लस्ट और ये तो अभी तक मेरे तक पॉइंट भी नहीं की गई है। इतने में मिस्टर विंसेंट घबरा कर नीचे गिर जाते हैं। क्वीन कहती है मैं ठीक हूँ, बच्चों पर ध्यान दो। किंग अपना वेपन निकाल कर तैयार हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि रॉयल फैमिली के ऊपर हमला कर रहा है। तभी अपन सेबेस्टियन को देखते हैं जो कि आर्ट की ब्लड लस्ट के कारण बहुत ही भयंकर तरीके से डर चुका होता है और आर्ट अपने मन में कहता है क्रैप, मैंने खुद के ऊपर से कंट्रोल खो दिया। ये जितने भी सोल्जर्स और गार्ड्स होते हैं ब्लड लस्ट वाले बंदे को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन आर्ट शांत होकर अपनी जगह पर बैठ चुका होता है, इस कारण से नहीं मिलता। इतने में ही एक सोल्जर किंग से कहता है कि लेवाइन सर के हाथों इंट्रूडर पकड़ा जा चुका है। यह सुनकर आर्ट कहता है ये क्या हुआ? यहाँ पर सचमुच में भी कोई घुसपैठिया मौजूद होता है जिसे कि रे पकड़ लेता है और आर्ट बच जाता है। इसके बाद थोड़ी ही देर में ये ऑक्शन इवेंट दोबारा से शुरू हो जाता है और एक लास्ट आइटम दिखाया जाता है जो कि होता है एक वर्ल्ड लोयन। होस्ट बंदा कहता है कि अगर कोई भी नादान नहीं जानता तो एक एडल्ट वर्ल्ड लोयन B क्लास का माना बीस्ट बन सकता है। अगर किसी ने शुरुआत से इसके ऊपर ध्यान रखा तो हो सकता है ये A क्लास का बीस्ट भी बन सकता है। सभी लोग इस वर्ल्ड लोयन के बारे में जानकर एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि A क्लास का माना बीस्ट सचमुच में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है। लेकिन आर्ट अपने मन में कहता है ये कमीना इंसान कहीं का किसी और माना बीस्ट के ऊपर ध्यान तक नहीं दे रहा है। एंकर इस वर्ल्ड लोयन की शुरुआती बोली बताता है जो कि होती है 500 गोल्ड, जिसे सुनते के साथ ही ये लोग टूट पड़ते हैं और बोली बढ़ाते बढ़ाते 800 तक पहुंच जाती है। तभी एकदम से किंग कहते हैं 1000 गोल्ड कॉइंस। मिस्टर विंसेंट किंग से कहते हैं लगता है कोई भी अपने किंग के खिलाफ बोली नहीं लगाना चाहता, आपको एडवांस में ही कांग्रेचुलेशन। वैसे आपका इस बीस्ट को लेकर क्या प्लान है? क्या आप इसे रॉयल पेट बनाना चाहते हैं या फिर क्या आप इसे खुद के साथ बॉन्ड कराना चाहते हैं? किंग कहते हैं हाँ ये पेट है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, लेकिन हम इसे ले रहे हैं अपने बेटे कर्टिस के लिए। अब ये पूरी तरीके से कर्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत करता है। कर्टिस कहता है फादर मैं अपना बेस्ट दूंगा। इतने में ही क्वीन कहती है तो इसका मतलब अब मुझे सुनने को नहीं मिलेगा कि तुमने अपने ट्विटर के लेसन्स को स्किप कर दिया है। कर्टिस चौंक कर कहता है मदर आपने कहा था कि आप फादर को इस बारे में नहीं कहेंगी। मिस्टर विंसेंट किंग से कहते हैं ऑक्शन लगभग खत्म हो चुका है, क्या आप चाहते हैं आपके आइटम्स को मैं इकट्ठा कर लूं और आप तक पहुंचा दूं? किंग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, हम बेसब्र है, इसी कारण से हम आपके साथ चलेंगे। जैसे मिस्टर विंसेंट किंग को अपने साथ आने के लिए कहता है यहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है जो कि किंग के कानों में कुछ फुसफुसाने लग जाता है, जिस कारण से आर्ट को फीलिंग आती है कि ये बंदा कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। इसके बाद मिस्टर विंसेंट किंग को लेकर स्टोरेज रूम में चले जाते हैं और कहते हैं अटेंडेंट बहुत
बहुत ही जल्द आने में है आपके सामान को लेकर। आर्ट तुम जरा यहाँ पर आओ, इसके अंदर तुम्हारा सारा सामान मौजूद है, लेकिन सिर्फ स्वाट को छोड़कर तुम यहाँ पर देख सकते हो अगर कोई स्वाट तुम्हें पसंद आ जाए तो। यह सुनकर किंग कहते हैं, ओ तो तुम भी स्वाट ट्रेनिंग लेने वाले हो। हमारे बेटे ने भी अभी अभी सीखना शुरू किया है, हो सके तो अपन एक दिन तुम दोनों का फ्रेंडली मैच अरेंज करवा देंगे। इतने में पीछे से सेबेस्टियन कहता है, यूअर मेजेस्टी अगर प्रिंस कर्टिस मामूली कॉमनर्स के साथ स्पेयरिंग मैच खेलेंगे तो ऐसे में हो सकता है उनको खराब आदतें लग जाए। इतने में आर्ट कहता है, यूअर मेजेस्टी मुझे खुशी हुई, लेकिन तलवारबाजी सिर्फ मेरा एक शौक है, मैं कभी भी उम्मीद तक नहीं कर सकता प्रिंस के लेवल तक पहुंचने के लिए। इतने में ही अपन देखते हैं यहाँ पर रे आ जाता है। मिस्टर विंसेंट कहते हैं, रे जल्दी से यहाँ पर आओ, किंग तुमसे मिलना चाहते हैं। किंग का नाम सुनकर रे हल्का सा हड़बड़ा जाता है और तुरंत किंग के सामने आ जाता है। यूअर मेजेस्टी मुझे माफ कीजिए दखलंदाजी के लिए। इतने में किंग कहते हैं, मैंने सुना कि अभी अभी तुमने एक घुसपैठिए को पकड़ा, ऐसा लगता है विंसेंट को एक कैपेबल साथी मिल चुका है। रे कहता है, आपसे तारीफ सुनने के लिए मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। किंग कहते हैं, रेनोल्ड लेवाइन यही तुम्हारा नाम है और ये तुम्हारे बगल में तुम्हारा बेटा है ना? रे कहता है, यस मेजेस्टी कुछ प्रॉब्लम है क्या? किंग कहते हैं, जैसा कि तुम देख पा रहे हो सेबेस्टियन हमारा रॉयल गार्ड है जो कि हमारी फैमिली की मदद बहुत लंबे समय से करते आ रहा है। इसकी अच्छी सर्विस के कारण मैं इसे टाइम टाइम पर रिवॉर्ड्स देते रहता हूँ और ऐसा लगता है कि इस बार इसका इंटरेस्ट आपके बेटे के बॉन्ड के ऊपर आ चुका है। अगर आप अपने बेटे का बॉन्ड रॉयल गार्ड को देते हैं तो ऐसे में ये किंगडम की सर्विस की बात होगी। ऐसा सुनते ही रे चौंक जाता है और वो मुड़ के आर्ट की साइड देखता है जिसके एक्सप्रेशन बहुत ही खराब होते हैं। रे एकदम से कहता है, यूअर मेजेस्टी एक्सक्यूज मी, लेकिन इतने में ही किंग बोल पड़ते हैं, हम आपको आपके बॉन्ड की पूरी कीमत देंगे और खर्चा भी जो कि आपके बेटे के बॉन्ड को हटाने में लगेगा। रे कहता है, यूअर मेजेस्टी मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इस बॉन्ड को मेरे सन ने हासिल किया है, इस कारण से हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। किंग कहते हैं, अच्छा, और वो मुड़कर आर्ट की साइड देखते हैं और भाई साहब आर्ट बहुत ही खतरनाक तरीके से किंग को भी घूर के देख रहा होता है। सेबेस्टियन कहता है, बच्चे क्या तुम्हें सिखाया नहीं कि सुपीरियर्स के सामने कैसा बिहेव किया जाता है? किंग सेबेस्टियन को रोकते हैं और कहते हैं, बच्चे तुमने अभी सुना मैंने तुम्हारे फादर को क्या कहा, हमारी रॉयल आर्मरी में बहुत सारी स्वार्ड्स रखी है, कैसा रहेगा अगर हम वो तुम्हें इसके बदले में दे दे? आर्ट गुस्सा शांत करते हुए अपने मन में कहता है, आर्ट अपने आप को शांत रखो, ये किंग है सेपाइन के। आर्ट कहता है, यूअर मेजेस्टी इतने अच्छे ऑफर के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन मुझे इसे मना करना होगा। सेबेस्टियन दोबारा से मुंह खोलता है लेकिन किंग उसे चुप करा देते हैं। किंग कहते हैं, कैसा रहेगा अगर हमारा मानाबिष्ट तुम्हें दे देते हैं तुम्हारे मानाबिष्ट के बदले में? कर्टिस कहता है, लेकिन फादर मैंने तो सोचा कि ये मानाबिष्ट मेरा है। आर्ट कहता है, यूअर मेजेस्टी मुझे माफ कीजिए क्योंकि मैं क्लियर तरीके से मना करने में फेल हो गया। मैं ना ही अपने मानाबिष्ट को देना चाहता हूँ, ना ही बेचना चाहता हूँ और ना ही ट्रेड करना चाहता हूँ। यह सुन के किंग सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, बच्चे मैं तुमसे 2 बार पूछ चुका हूँ, मेरा सब्र टूटते जा रहा है, मैं तुमसे आखिरी बार अच्छे से पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपना बॉन्ड दोगे या नहीं? आर्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे भी एक सवाल पूछने का मौका दीजिए, आप अपने बच्चों को कितने में बेच सकते हैं? उम्मीद है कि मेरा यह सवाल आपको रियलाइज करा देगा कि आप किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। एकदम सन्नाटे के साथ सभी के सभी लोग सीरियस होकर देख रहे होते हैं। तभी सेबेस्टियन ऑर्डर देता है, यह सोल्जर आर्ट के ऊपर हमला कर देता है। सेबेस्टियन चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग और उनकी फैमिली की इंसल्ट करने की? आर्ट अपने मन में कहता है, ये अपने पूरे माना को अपनी स्वाड में इकट्ठा कर रहा है, क्या ये मुझे बीच से काटना चाहता है? आर्ट अपने आप को शांत करता है और इसी सोल्जर के मूवमेंट का इस्तेमाल करता है और इसकी स्वाड को नीचे धकाकर इसके मुंह पर पंच मार देता है। सेबेस्टियन कहता है, ये एक बच्चे तक को खत्म नहीं कर पाया, अगर इस मैटर के लिए मुझे सजा भी मिलती है तो भी मुझे इसे खुद से निपटाना होगा। किंग को इस बारे में आइडिया नहीं है कि अगर एक मानाबिष्ट इतनी कम एज में इक्वल कॉन्ट्रैक्ट
इंटेलेक्ट पे बॉन्ड होता है तो वो एक क्लास से भी ऊपर जा सकता है। सेबेस्टियन अपने वेंट को आगे करता है और हमला करता है। तभी अपन लोग देखते हैं पूरा का पूरा माहौल ब्लैक एंड व्हाइट पड़ जाता है। तभी सेबेस्टियन कहता है ये क्या हुआ, ये काम क्यों नहीं किया। आर्ट कहता है ऐसा स्पेल्स जिसका इस्तेमाल के लिए बाहरी माना की जरूरत पड़ती है वो काम नहीं करने वाले। सेबेस्टियन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक रॉयल फैमिली के गार्ड की बराबरी कर सकते हो। बहुत तेजी से आर्ट सेबेस्टियन के पास आ जाता है और कहता है इस स्टेट में तो हाँ, और सेबेस्टियन का पैर पूरी तरीके से तोड़ के रख देता है। सेबेस्टियन चीख चीख कर रोने लग जाता है और कहता है सभी लोग खड़े क्यों हो, कोई मेरी मदद करो। आर्ट कहता है तुम्हें कोई भी नहीं सुनने वाला, इसी कारण से मेरी बात सुन लो जब तक कि तुम कैपेबल हो। सेबेस्टियन कहता है मैं किंग का कॉन्जूरर हूँ, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हो। आर्ट आगे बढ़ते हुए कहता है तुम्हें सही तरीके से तुम्हारी जगह के बारे में पता होना चाहिए। और अपन लोग आर्ट के पीछे देखते हैं सिल्वी को। भाई साहब क्या ही तो सीरियस मूवमेंट है। इसके अगले ही मूवमेंट में अपन देखते हैं किंग का रिएक्शन जब आर्ट इस सोल्जर को पंच मारता है। किंग बहुत ही हैरान होकर अपने मन में कहते हैं इस कॉमनर बच्चे ने ऐसा कैसे किया, क्या मेरा सोल्जर खुद से ही फिसल गया। इसके अगले सेकंड में आर्ट किंग की नजरों से गायब हो जाता है। किंग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी लिलिया की नजर पड़ती है आर्ट के ऊपर जो कि बेहोश होता है। तभी यहाँ मौजूद सभी के सभी लोगों की नजर एक साथ पड़ती है सेबेस्टियन के ऊपर। फटाक से क्वीन ऑर्डर देती है लेस्टर तुम क्या कर रहे हो, फटाक से सेबेस्टियन के वाइटल्स को चेक करो और कोई इमिटर को ढूंढो। रे आर्ट को अपनी गोद में उठा लेता है और एलिस की साइड पर आगे बढ़ता है। फिर एलिस आर्ट को हील करने की कोशिश करती है। तभी अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपने रूम के अंदर सोया होता है जिसे कि धीरे धीरे करके होश आ रहा होता है। आर्ट अपने आप से कहता है मेरा सिर बहुत ही भारी लग रहा है, मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मुझे आखिरी चीज ये याद है कि मैंने स्टैटिक वॉइड का इस्तेमाल किया था। डैम, मैंने कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। दोस्तों स्टैटिक वॉइड एबिलिटी सिल्विया की होती है। सिल्विया ने इस एबिलिटी का इस्तेमाल पहले भी किया था। यह एबिलिटी शायद से टाइम को फ्रीज कर देती है या फिर इससे मिलता जुलता कुछ। आर्ट कहता है एक्वायर फेस अनलॉक करने के कारण मैं एक बार स्टैटिक वॉइड का इस्तेमाल कर पाया। इसकी मदद से मैं खुद को टाइम फ्लो से थोड़ी देर के लिए अलग कर सकता हूँ। इस एबिलिटी को यूज करने की एक कीमत है। इतने सालों तक प्रैक्टिस करने के बावजूद भी मैं सिर्फ कुछ सेकंड तक ही इसका इस्तेमाल कर पाया। मैं अपनी लिमिट से कुछ ज्यादा ही आगे चला गया था। आज पहली बार मैंने स्टैटिक वॉइड का इस्तेमाल किसी और पर्सन पे किया है। शायद मैं लकी हूँ क्योंकि इतना होने के बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा मैं बेहोश हो गया। इतने में ही यहाँ पर सिल्वी और एलिस आती है। एलिस रोते हुए कहती है डॉक्टर ने कहा कि तुम झटकों के कारण अनकॉन्शियस हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था तुम जल्दी उठ जाओगे, लेकिन इसके बावजूद भी लगभग 8 घंटे हो चुके हैं। आर्ट अपने मन में कहता है मेरी वजह से मदर को फिर चिंता करनी पड़ रही है। इतने में ही आर्ट का सिर दोबारा से दर्द होता है। यह देखकर एलिस घबरा जाती है। आर्ट कहता है ये कुछ भी नहीं था, वैसे मेरे बेहोश होने के बाद में क्या हुआ था। एलिस कहती है उस वक्त वहाँ पर किसी का भी दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, खासकर बच्चों का। इसके बाद किंग और क्वीन सबसे पहले चले गए और तुम्हारे फादर फिलहाल में नीचे है जो कि किंग के आदमियों को जवाब दे रहे हैं। आर्ट कहता है ठीक है तो फिर मैं भी नीचे जाकर देखता हूँ और आप मेरी चिंता मत कीजिएगा, मैं ठीक हूँ, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। आर्ट नीचे आते हुए रे की आवाज सुनता है जो कि कह रहा होता है इसकी भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती, मेरे सन की हालत मरने जैसी हो गई थी। रे आर्ट ऐसे कहता है ये किंग की तरफ से है जो कि अपन को कुछ गोल्ड कॉइंस दे रहे हैं माफी के नाम पर। यह बंदा आर्ट से कहता है मेरा नाम जेस्पर कोग्राइट है, मैं किंग की तरफ से यहाँ पर आया हूँ आप लोगों को ये देने के लिए ताकि किंग की तरफ से आप लोगों को माफी व्यक्त कर सकूं। आर्ट मन में कहता है अभी पीड़ित की तरह एक्ट करना सही रहेगा और कहता है थैंक यू मिस्टर कोग्राइट यहाँ पर आने के लिए। कोग्राइट कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन 2 गार्ड्स ने आपके ऊपर हमला किया था उन दोनों को उनकी पोजीशन से निकाल दिया गया है। रे गुस्सा करते हुए कहता है उन्होंने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश करी और किंग ने सिर्फ इतना ही किया। कोग्राइट कहता है लेकिन वो आपका बेटा ही था जिसने की मेजेस्टी के सामने गुस्ताखी की थी। आर्ट कहता है फादर चिंता मत कीजिए, मिस्टर कोग्राइट भी गलत नहीं है, लास्ट में सिर्फ ये मैटर करता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वैसे मिस्टर कोग्राइट उस कॉन्जरर के साथ क्या हुआ जिसका की घुटना टूट चुका था। कोगवर्ड कहता है सेबेस्टियन को निकाल दिया गया है और उसका इलाज चल रहा है। आर्ट कहता है क्या ये पता लग पाया कि उसके पैर के साथ क्या हुआ था।
कोगवर्ट कहता है वो लगातार यही कहा जा रहा था कि इसके पीछे आर्ट तुम्हारा हाथ है, लेकिन हमें लगता है जो पहले वाले सोल्जर ने अपने माना को रिलीज किया था उस माना ने सेबेस्टियन के स्पेल को खराब कर दिया, जिस कारण से सेबेस्टियन की ऐसी हालत हो गई। यह सुन के आर्ट अपने मन में कहता है सीरियसली क्या इस तरीके से ये मसला निपट रहा है। इसी के साथ मिस्टर कोगवर्ट यहाँ से चले जाते हैं। फिर अपन देखते हैं रे इस गोल्ड की थैली को आर्ट को थमा देता है। तुम मरते मरते बचे हो, इस कारण से इन पे तुम्हारा अधिकार है, वैसे भी तुम एडवेंचर पे जाने वाले हो, तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा कहते हुए रे यहाँ से जाने लग जाता है। तभी दोबारा मुड़कर कहता है वैसे वो पंच बहुत ही लाजवाब था। इसके बाद आर्ट इन पैसों को एक जगह पर रख देता है और मिस्टर विंसेंट वाली पोटली को देखने लग जाता है। आर्ट मास्क को बाहर निकालते हुए कहता है वैसे तो मैं बच्चा हूँ, लेकिन इसकी मदद से जब मैं एडवेंचरर बनूंगा तब बात अलग होगी। The next day. अपन सभी लोगों को एक रेस्टोरेंट जैसी जगह में देखते हैं जहां पर सभी खाना खा रहे होते हैं। रे कहता है तो तुम में से कौन होने वाला है मेरे बेटे के लिए गार्ड। एडम कहता है मेरी तरफ से तो ना है क्योंकि मैं बेबी सिटिंग नहीं कर सकता, और जैसी कि मेरी पर्सनैलिटी है मुझे तो लगता है कि तुम्हारा बेटा मुझे नींद में ही जान से मार देगा। ऐसा सुनकर सभी के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में रे कहता है मैं उम्मीद कर रहा था कि अगर डर्डन या फिर हेलेन तुम दोनों में से कोई रहेगा तो अच्छा होगा। मैं अगर सच सच कहूँ तो हम तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम जो चाहो हम वो तुम्हें देने की पूरी कोशिश करेंगे। डर्डन कहता है रे इस तरीके की बातें मत करो, अपन लोग यहाँ पर एक फैमिली है, मुझे खुशी होगी अगर मैं आर्ट को अपने सामने बड़ा होते देखूंगा तो। हेलेन कहती है डर्डन सही है, हम ये काम पैसों के लिए नहीं करना चाहते, वैसे भी हमें लास्ट डंजन रेड से काफी अच्छा खजाना मिल चुका है। इतने में ही जेस्मिन अपना हाथ उठाती है और कहती है मैं आर्ट की देखरेख करने के लिए तैयार हूँ। यह सुन के एंजिला कहती है जेस्मिन तुम तो देखरेख करने वाले मिशन से नफरत करती हो, यहाँ तक कि एडम से भी ज्यादा। जेस्मिन कहती है आर्थर है, इस कारण से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलेन कहती है अगर लॉजिकली देखे तो जेस्मिन सचमुच में आर्थर को ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है। एलिस जेस्मिन से कहती है जेस्मिन क्या तुम श्योर हो ये काम करने के लिए, और जेस्मिन थम्स अप दिखाते हुए हाँ कहती है। एडम कहता है इसे करने दो क्योंकि जेस्मिन हम लोगों के बीच में अकेली है जिसे कि एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज है। इसने जस्ट पिछले साल विंड एलिमेंट के साथ ऑरेंज लाइट स्टेज को पार किया है। डर्डन कहता है मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, हालांकि मैं खुद चाहता था आर्थर को कंपनी देना, लेकिन दो लोगों का जाना भी सही नहीं होगा। आर्ट जेस्मिन से कहता है ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी देखरेख में रहने वाला हूँ। और इसके अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपनी फैमिली के साथ हेल्स्टी हाउस में वापस आ जाता है। तभी एली देखती है कि लिलिया अकेले अकेले ट्रेनिंग कर रही है। लिली ये बात तो फेयर नहीं है, तुम अकेले अकेले ट्रेनिंग कर रही हो। यह देखकर आर्ट मन में कहता है ऐसा लगता है लिलिया अब मेरी मदद के बिना भी थोड़ा बहुत मेडिटेट कर पा रही है। एली अगर पेशेंस के साथ मेडिटेट करती रहेगी तो 7-8 साल की उम्र तक वो अवेकन हो सकती है। एक तरफ से ये अच्छा ही है कि एली थोड़ा लेट से अवेकन होगी, क्योंकि सारा अटेंशन अगर एली को मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद आर्ट रे से कहता है फादर क्या अपन जल्दी से ऑक्शन हाउस में चल सकते हैं, पिछली बार में वहाँ से स्वाड नहीं ले पाया। रे कहता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद आर्ट और रे ऑक्शन हाउस में चले जाते हैं और मिस्टर विंसेंट और मिसेस हेस्टी से मिलते हैं। इन दोनों को अच्छा नहीं लगा होता कि किंग ने और किंग के गार्ड्स ने आर्ट के साथ किस तरीके से बिहेव किया था। आर्ट मिस्टर विंसेंट से कहता है हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि मुझे एक स्वाड की जरूरत है ताकि मैं एडवेंचरर गिल्ड में टेस्ट देकर भर्ती हो सकूं। मिस्टर विंसेंट कहते हैं तुम्हें ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन तुम पूरी तरीके से फ्री हो, तुम कहीं पर भी ढूंढ सकते हो। अगले सीन में आर्ट और सिल्विया देखते हैं मिस्टर विंसेंट का बहुत ही बड़ा स्टोरेज रूम जिसके अंदर एक से एक वेपन्स रखे होते हैं। आर्ट ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन आर्ट की एक्साइटमेंट बहुत ही जल्द खत्म हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर एक से एक
अलग अलग तरीके की स्वॉट्स रखी है, लेकिन ऐसी एक भी नहीं है जो कि मुझे चाहिए। यहाँ पर जरूरत के हिसाब से ऐसी स्वॉट्स रखी हुई है जिन्हें कि 2 हाथों से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुझे ऐसी स्वॉट की जरूरत है जिसे कि मैं अपनी छोटी बॉडी से भी आसानी से इस्तेमाल कर सकूं। आर्ट का मन कर रहा होता है कि अब वो कोई भी स्वॉट नहीं देखे और अलग अलग यूनिक वेपन्स देखने लग जाता है। इतने में सिल्वी टेबल के नीचे से कुछ लकड़ी जैसा खींच के ले आती है। आर्ट इसे देख कर कहता है, सिल्वी मुझे किसी लकड़ी की जरूरत थोड़ी न है। जैसे ही आर्ट इसे उठाता है, आर्ट को ये हेवी फील होती है। आर्ट कहता है कि ये तो कोई स्वॉर्ड है, लेकिन ये स्वॉर्ड अपने सीट के साथ फंसी हुई है। इस कारण से आर्ट अपने सारे के सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है इस स्वॉर्ड को बाहर निकालने के लिए, लेकिन ये स्वॉर्ड बाहर ही नहीं निकलती। आर्ट इस स्वॉर्ड को बाहर निकालते निकालते थक जाता है और कहता है अगर इसे किसी एलिमेंट की मदद से नहीं निकाला जा सकता तो फिर इसे कैसे निकाला जा सकता है। इतने में ही आर्ट की नजर खुद के हाथ के ऊपर पड़ती है, सिल्विया के पंख और सिल्वी के मार्क के ऊपर। आर्ट हैरान होकर कहता है ये तो नामुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कहते हुए आर्ट सिल्विया की पावर्स का इस्तेमाल करता है और भाई साहब ये स्वॉर्ड बहुत ही धीमी आवाज के साथ ओपन हो जाती है। यह स्वॉर्ड दिखने में ब्लू कलर की होती है, जो कि दिखने में कमाल की लग रही होती है। आर्ट को भी ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, लेकिन फिर भी आर्ट कहता है इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, इसके सीट और स्वॉर्ड दोनों का ही वजन मेरी बॉडी के हिसाब से ज्यादा है। आर्ट इस स्वॉर्ड की मदद से एक डब्बे को काट कर चेक करता है और इसके ऊपर देखता है कि कुछ लिखा हुआ है, डॉन्स बेलेट WK4। आर्ट अपने मन में कहता है आखिर ये डॉन्स बेलेट क्या है। इतने में ही इस स्वॉर्ड के कारण से आर्ट को एक झटका सा लगता है और इस स्वॉर्ड के ऊपर भी एक मार्किंग आ जाती है। आर्ट इस स्वॉर्ड को जैसे ही दोबारा से उठाता है, आर्ट हैरान हो जाता है और कहता है इस स्वॉर्ड का वेट और बैलेंस चेंज हो चुका है। साथ ही साथ ये स्वॉर्ड साइज में थोड़ी छोटी भी हो जाती है ताकि आर्ट अपनी इस बॉडी के साथ इसे बेटर इस्तेमाल कर सके। आर्ट अपने मन में कहता है ठीक ठाक वेपन ढूंढने के चक्कर में मेरे हाथ में एक प्राइसलेस वेपन लग चुका है। आज तक मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है, ये कितनी परफेक्ट तरीके से मेरे साथ मैच हो चुकी है। आर्ट दोबारा से अपने सामने वाले कंटेनर को काटता है और इस बार बहुत ही सफाई के साथ काटता है, एकदम क्लीन कट आता है। आर्ट कहता है बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ वेपन्स या फिर वेंट्स किसी एक सिंगल पर्सन के साथ बॉन्ड होने के हिसाब से बनाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में मास्टर और वेपन के बीच में माना मैनिपुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाता है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ऐसे केस के बारे में नहीं पढ़ा जहां पर एक स्वॉर्ड किसी यूजर के साथ खुद से ही बाइंड हो चुकी है। आर्ट दोबारा से कहता है WK4 आखिर तुम हो कौन? इतने में ही यहाँ पर रे और मिस्टर विंसेंट आ जाते हैं। आर्ट इन लोगों के सामने फटाक से एक दूसरी स्वॉर्ड को उठा लेता है और बता देता है कि मुझे ये वाली स्वॉर्ड पसंद आई है। क्या चोमू बंदा है यार दोस्तों, इसे चोरी करने की क्या ही तो जरूरत है। आर्ट इस वाली स्वॉर्ड को चेक करता है और कहता है ठीक है, वैसे तुम्हारी कमर पे वो लकड़ी कैसी है? आर्ट अपने आप को शांत करता है और कहता है ये मुझे वहाँ पर पड़ी मिली, मुझे लगा कि ये हेवी है, इस कारण से ये प्रैक्टिस के लिए अच्छी टूल हो सकती है। मिस्टर विंसेंट कहते हैं मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं याद है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? मिस्टर विंसेंट अपने पीछे वाले बंदे से पूछते हैं क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? यह बंदा कहता है हाँ, एक मर्चेंट ने एक स्टोरी बताई थी कि एक बूढ़े आदमी के हिसाब से कोई भी इसके लिए वर्दी नहीं है। इसे काफी लोग देख चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये किसी तरीके का अजीबोगरीब लकड़ी का टुकड़ा है। ये बात थोड़ी सी अजीब है। आर्ट कहता है मुझे माफ करना, अगर ये वैल्यूबल है तो मुझे लगा कि अगर ये मेरे पास होगी तो अच्छा होगा। लास्ट में आर्ट मासूमियत के साथ अंकल विंसेंट कहता है, जिससे कि मिस्टर विंसेंट भी पिघल जाते हैं और ये लकड़ी आर्ट को दे देते हैं, यानी कि स्पेशल स्वॉर्ड। अगले सीन में अपन देखते हैं एक सेलिब्रेशन चल रहा होता है और किस चीज का सेलिब्रेशन? अपने लोंडे आर्ट का, जो कि अब 9 इयर्स का हो चुका है। आर्ट के बर्थडे पर मिस्टर विंसेंट ने काफी खर्चा किया होता है। यहाँ पर डिशेस आती ही जाती है और एक बार सिल्वी का रिएक्शन देखो। ये लोग काफी खाना खाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। ये सभी लोग एक दूसरे से फनी बातचीत करने लग जाते हैं। एडम कहता है डर्डन क्या तुम्हें याद है एक बार तुम्हारे पेंट में आग लग गई थी तो तुम पिछवाड़ा किस तरीके से छुपा रहे थे?
इतने में जेस्मिन कहती है, और एडम तुम शायद से भूल चुके हो एक डंजन मिशन के दौरान किस तरीके से एक सींग वाला मोल तुम्हारे नीचे घुस गया था। जहाँ तक मुझे याद है तुम इतने ज्यादा डर चुके थे कि तुमने खुद के ऊपर ही सुसु कर दी थी, एकदम फाउंटेन की तरह। बेचारे एडम की गंदी बेइज्जती हो चुकी होती है, सभी के सभी लोग हंस रहे होते हैं। एडम कहता है मुझे तो लगा कि तुम सभी के सभी लोग सो रहे होगे। इसी के साथ इन लोगों का डिनर खत्म हो जाता है और अब बारी आती है आर्ट को गिफ्ट देने की। एलिस, रे और एली इन तीनों ने आर्ट को गिफ्ट दिया होता है, जो कि होता है एक ग्लव। एलिस कहती है इसके लेदर के लिए। रे ने हंटिंग करी, फिर खुद से इसे तैयार किया। इसके बाद मैंने इसके अंदर जेम्स को ऐड करा, जिसके अंदर हीलिंग स्पेल्स है। एक जेम एक बार काम में आएगा। आर्ट इसे पहन लेता है और फटाक से रे को गले लगा लेता है और कहता है मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इतने में मिस्टर विंसेंट कहते हैं अब हमारी बारी, और मिस्टर विंसेंट अपना गिफ्ट निकालते हैं, जो कि होती है 2 रिंग्स। मिस्टर विंसेंट प्रपोज वाले स्टाइल से आर्ट को ये गिफ्ट दे रहे होते हैं। इतने में मिसेस हेस्टी पीछे से एक चपेट मारती है और कहती है बस आर्ट के मजे लेना बंद करो। मिस्टर विंसेंट कहते हैं ये एक रिंग आर्ट तुम्हारे लिए है और ये दूसरी एलिस के लिए है। मिसेस हेस्टी कहती है जब भी आर्ट ने इस रिंग को पहन के रखा होगा, जब भी आर्ट का माना लेवल बहुत ही खतरनाक लेवल तक नीचे गिर जाएगा। ऐसे में एलिस वाली रिंग में एक लाइट जलेगी, जिससे कि एलिस को पता चल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये रिंग इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन हम लोगों को लगा कि अगर ये तुम लोगों के पास रहेगी तो ऐसे में तुम लोगों को शांति। इतने में ही एलिस मिसेस हेस्टी को गले लगा लेती है, क्योंकि एलिस को ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया होता है और कहती है थैंक यू। आर्ट अपने मन में कहता है ये रिंग 2 धारी तलवार की तरफ है। एक तरफ से मेरी फैमिली को लगातार चिंता नहीं करना पड़ेगा मेरे बारे में, वहीं पर दूसरी ओर इन लोगों को टेंशन होगा कि इस रिंग का लाइट हमेशा ही ऑफ रहे। इसके बाद एडम कहता है हम लोगों ने भी हेस्टी फैमिली की तरह ही कुछ सोचा है। हमें पता है इस छोटे मॉन्स्टर को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम कुछ ऐसी चीज दे रहे हैं जो कि पूरी फैमिली के काम में आए। यह साउंड ट्रांसमिशन स्क्रॉल्स है। मैं ये बात को हाईलाइट नहीं करना चाहता कि ये बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, क्योंकि ये सचमुच में बहुत ही महंगे। इतने में ही पीछे से जेस्मिन एडम को लात मारकर चुप करा देती है। चलो उस बात को छोड़ो छाड़ो, इसकी मदद से तुम एक बार एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो और इन रिंग्स की मदद से तुम इसका सही टाइम पर इस्तेमाल कर पाओगे। इसके लिए आर्थर को अपने माना का इस्तेमाल करना है और मैसेज को रिकॉर्ड कर देना है। फिर जैसे ही मैसेज एलिस को मिल जाएगा, एलिस अपनी साइड से एक बार रिप्लाई कर सकती है। इसके बाद आर्थर की साइड पे मैसेज कंफर्म होने के बाद में ये दोनों स्क्रॉल्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। रे कहता है कल का दिन स्पेशल है, क्या तुम इस बात के लिए एक्साइटेड हो? एलिस कहती है प्रॉमिस करो चाहे तुम जितने भी आगे बढ़ जाओ और जितनी आगे की रैंक पर पहुंच जाओ, तुम हमेशा सेफ रहोगे। आर्ट कहता है हाँ बिल्कुल मॉम डैड, और मेरे को जब भी मौका मिलेगा मैं घर पे वापस आ जाऊंगा। अगले सीन में अपन देखते हैं रात का टाइम हो जाता है और ट्विन हॉर्न्स यहाँ से चले जाते हैं और आर्ट अब बेड पे लेट जाता है। आर्ट कहता है अब मेरे पास एक फैमिली है और ऐसे लोग हैं जो कि मुझे प्यार करते हैं। मैं इस फीलिंग को कभी भी खोना नहीं चाहता। मैं इसे खजाने की तरह संभाल कर रखूंगा, इनके लिए लड़ूंगा, इस कारण से मुझे बेटर बनना होगा। अगली सुबह अपन देखते हैं आर्ट सिल्वी को नहला रहा होता है, लेकिन सिल्वी का बिल्कुल भी मन नहीं है नहाने का। इसी कारण से ये पिद्दी अपने माना का इस्तेमाल करता है और बेचारी सिल्वी को पानी के अंदर फेंक देता है। बेचारी का एक बार रिएक्शन देखो। इसी के साथ आर्ट और सिल्वी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं अपने एडवेंचर को शुरू करने के लिए। रे कहता है अपने आप को देखो जरा, अभी से एस क्लास के एडवेंचरर लग रहे हो। आर्थर मुझे पता है तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो जेस्मिन पे जरूर से भरोसा करना। इसके बाद अपन एली को देखते हैं, जो कि बहुत ही रो रही होती है और कहती है क्या तुम और सिल्वी जा रहे हो, क्या तुम नहीं रुक सकते? एलिस अपने आंसू पोंछते हुए कहती है हनी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और इससे भी पहले आर्ट और सिल्वी वापस आ जाएंगे। आर्ट कहता है एली मुझे पता है तुम बड़ी हो चुकी हो, इसी कारण से मेरे पास तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट काम है, क्या तुम मॉम और डैड को प्रोटेक्ट करोगी? एली आर्ट के गले लगते हुए कहती है मैं बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं मॉम और डैड को जरूर से प्रोटेक्ट करूंगी। एलिस कहती है ऐसा चेहरा बनाकर मेरी तरफ मत देखो, मैं भी अपने आप को सेफ रखूंगी। इसी के साथ आर्ट इन लोगों से मिलते हुए इन्हें छोड़ के चला जाता है और बाहर की साइड अपन लोग देखते हैं जेस्मिन को। आर्ट अपना
मास्क पहन लेता है और कहता है चलो चलते हैं। इसी के साथ अगले सीन में अपन इन दोनों को देखते हैं एक बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। यह बंदा कहता है मुझे एक सी रैंक तक के फायर कॉन्जुरर की जरूरत है। इतने में जैस्मिन की नजर सिल्वी के ऊपर पड़ती है और कहती है कि तुम्हारा बॉन्ड अलग लग रहा है। आर्ट कहता है हाँ, मुझे इस बारे में अभी पता चला कि सिल्वी अपने फॉर्म को थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है, जिस कारण से ये एक छिपकली की तरह दिखती है ताकि किसी को ज्यादा शक न हो। आर्ट और जैस्मिन इस काउंटर वाली लड़की के पास जाते हैं जो कि कहती है जायरस एडवेंचरर गिल्ड हॉल में आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। जैस्मिन आर्ट को रोकते हुए यहाँ पर एक पेपर रख देती है और कहती है मैं इसे रैंक एग्जामिनेशन के लिए स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। यह लेडी कहती है प्लीज मेरे साथ चलिए, आज के दिन हमारे पास बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन के लिए आए हैं लेकिन स्पॉन्सर के लिए कोई नहीं है, इस कारण से आपका काम जल्दी हो जाएगा। ये लोग जैसे ही यहाँ से जा रहे होते हैं, इनके पीछे कुछ लोग फुसफुस करके बातें कर रहे होते हैं। तभी ये लेडी इन लोगों को एक आदमी के सामने लेके चली जाती है। ये लेडी कहती है ए क्लास एडवेंचरर जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ आई है जो कि इन जेंटलमैन का रैंक एग्जामिनेशन कराना चाहती है। यह बंदा कहता है ठीक है, मैं मिस फ्लेम्सवर्थ को अच्छे से जानता हूँ। यह बंदा जैस्मिन से कहता है आजकल आप कैसी है, मैं आपके फादर से मिला था, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम कैस्पियन ब्लेडहर्ट है और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। कैस्पियन आर्ट से कहता है यूजुअली यहाँ पर काम अलग तरीके से किया जाता है लेकिन तुम पर्सनली मिस फ्लेम्सवर्थ को जानते हो, इस कारण से तुम्हें सिर्फ हमारे एग्जामिनर के साथ डुअल करना होगा। आर्ट अपने मन में कहता है फ्लेम्सवर्थ, क्या जैस्मिन की फैमिली इतनी ज्यादा स्पेशल है? कैस्पियन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है मैं आपको किस नाम से बुला सकता हूँ? आर्ट यहाँ पर अपना नाम आर्ट नहीं बताता बल्कि नोट बताता है। ये दोनों ही बंदे जैसे एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, ये दोनों एक साथ कहते हैं कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग है। कैस्पियन कहता है ठीक है नोट, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरी तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचा देगी। आर्ट यहाँ से जाते हुए कहता है फ्लेम्सवर्थ फैमिली का नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया गया लेकिन जैस्मिन अपने फादर का नाम सुनते ही अपसेट हो गई। इतने में आर्ट और जैस्मिन पहुंच जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और यहाँ पर अपन लोगों को बैठा हुआ देखते हैं और दो लोगों की फाइट चल रही होती है। यह बंदा बहुत ही आसानी से इस बंदे के अटैक्स को डॉज करते हुए इसे हरा देता है। यह बंदा कहता है आखिर कैसे, तुमने मुझे कैसे हरा दिया? यह बंदा जवाब देता है जिस तरीके से तुम अपने वेपन को स्विंग कर रहे थे, इससे अच्छा तो दादी लोग अपनी छड़ी को स्विंग कर लेती है। तुम्हारे अटैक्स को आसानी से देखा जा सकता था, तुम्हारा अटैक बैलेंस भी बहुत ही बेकार था। तुम दिखने में लगभग 35 इयर्स के लग रहे हो लेकिन फिर भी सिर्फ तुम डार्क ऑरेंज स्टेज पर हो। यह बंदा रोने लग जाता है और कहता है लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स। भाई ये बंदा साइतामा का फैन लग रहा है, सिर्फ 10 किलोमीटर रनिंग इसने छोड़ दिया। दोस्तों लोल, मैंने अभी अभी इसकी कॉस्ट्यूम पे ध्यान दिया और ये बंदा तो सचमुच में साइतामा की तरह दिख रहा है। ये जीतने वाला बंदा एक एग्जामिनर है जो कि कहता है मैं तुम जैसे बंदे को ई क्लास में रखूंगा लेकिन तुम्हारी फायर एबिलिटी को देखते हुए कांग्रेचुलेशन, तुम डी क्लास में हो। इस बंदे के बाद बारी आती है एक डायन व्हाइट होल नाम की लड़की की जो कि बेचारी आते आते ही फिसल कर गिर जाती है जिसके ऊपर सभी के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जो कि दिखने में एल्फ की तरह लग रहा होता है जो कि कहता है इस लड़की को देखते के साथ ही ई क्लास में डाल देना चाहिए। आर्ट इस बंदे को देखते हुए कहता है कि ये बंदा भी स्ट्रॉन्ग है। तभी ये नीचे वाली लड़की चिल्लाकर अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है, मेरा नाम डायन व्हाइट होल है, मेरी एज 18 है और मैं कॉन्जुरर हूँ वाटर के अंदर और मैं सॉलिड ऑरेंज स्टेज पर हूँ। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है डियर, तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। आर्ट कहता है जब भी कोई कॉन्जुरर ऑरेंज स्टेज पर पहुंच जाता है उसे पता चल जाता है कि उसकी स्पेशलिटी किसके अंदर है। ऐसे में 4 एलिमेंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करने से अच्छा है जिस एलिमेंट में तुम्हारा बेस्ट हो उसी के ऊपर ध्यान दिया जाए। मैंने सुना है कॉन्जुरर्स की एग्जाम स्ट्रिक्टली ली जाती है ताकि ये पता कर सके कि कोई और एलिमेंट तो नहीं छुपा कर रखा है। यह लेडी भी एक एग्जामिनर है जो कि कहती है मिस व्हाइट होल, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। डायन अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है और एक स्पेल की मदद से यहाँ पर एक कवर बना लेती है लेकिन एग्जामिनर अपना भी एक स्पेल तैयार करती है और डायन की तरफ छोड़ देती है। यह देखकर आर्ट कहता है इंटरेस्टिंग, एग्जामिनर ने ऐसा इसलिए किया ताकि डायन को कुछ दिख ना पाए। तभी डायन अपने स्पेल को रिलीज कर
देती है और पानी को फैला देती है। तभी मौका देखते हुए डायन एग्जामिनर के ऊपर हमला कर देती है। एग्जामिनर इसे आसानी से डोज कर देती है, लेकिन इतने में ही डायन उसे वही के वही ब्लास्ट कर देती है। यह बंदा हैरान होकर कहता है उसने अपने वाटर को फोग ब्लास्ट में कन्वर्ट कर दिया। इधर डायन अपने बहुत सारे फोग ब्लास्ट तैयार कर लेती है और एग्जामिनर के ऊपर छोड़ देती है, लेकिन जैसे ही यहाँ से फोग हटता है अपन लोग देखते हैं एग्जामिनर यहाँ पर है ही नहीं बल्कि डायन के पीछे पहुंच जाती है। एग्जामिनर डायन से इम्प्रेस हो चुकी है, जिस कारण से वो डायन को धीरे से हिट करती है और कहती है तुम सी क्लास में हो। आर्ट अपने मन में कहता है जितनी उम्र उसकी है उसे खुद पे प्राउड होना चाहिए सी क्लास के लिए। इसके बाद एक दूसरा नाम अनाउंस किया जाता है जो कि होता है एलिजा नाइट, और नाम अनाउंस करते ही ये बंदा रुक जाता है और लिस्ट को एग्जामिनर को चेक करा रहा होता है। तभी ये एग्जामिनर कहता है कि तुम्हारे बारे में हमें बताया गया है, तुम अभी इसी वक्त से बी क्लास एडवेंचरर हो। यह सुन के भीड़ हैरान हो जाती है। आर्ट अपने मन में कहता है बी क्लास, और वो भी बिना टेस्ट के, आखिर ये बंदा है कौन। तभी अपन एलिजा नाइट को देखते हैं जो कि अपना सिर झुकाकर कहता है ठीक है। दोस्तों अपीयरेंस के हिसाब से तो ये बंदा सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि डायरेक्ट बी क्लास पे जा चुका है। इस बंदे के बाद एक दूसरे बंदे का नाम अनाउंस किया जाता है जिसका नाम होता है ल्यूकस वाइक्स। अपन देखते हैं इस बंदे का नाम ल्यूकस वाइक्स है जो कि उठते हुए कहता है फाइनली। वैसे मिस एग्जामिनर आप मेरा भी टेस्ट स्किप करके डायरेक्ट ए क्लास में मुझे क्यों नहीं डाल देती। एग्जामिनर इस बंदे का भी डाटा चेक करती है। 11 ईयर ओल्ड कॉन्जूरर लाइट ऑरेंज स्टेज फायर में स्पेशलिटी के साथ। ऐसा सुनते ही आर्ट अपने मन में कहता है लाइट ऑरेंज स्टेज पर, और वो भी सिर्फ 11 ईयर की एज में। ल्यूकस सामने आता है और एग्जामिनर के सामने उबासी लेने लग जाता है। यह देखकर एग्जामिनर कहती है घमंडी बच्चे कहीं के। एग्जामिनर सीरियस हो जाती है और कहती है चलो शुरू करते हैं। अभी दोस्तों ल्यूकस की फाइट होने वाली है एग्जामिनर के साथ में, और पता नहीं आर्ट का नंबर कब आएगा। ल्यूकस और एग्जामिनर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ल्यूकस फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और खुद के पास एक क्रीचर को बना लेता है जो कि ल्यूकस को प्रोटेक्ट करेगा। यह देखते हुए ये एग्जामिनर कहता है कि एक स्टेबल फ्लेम गार्डियन, ऐसा लगता है आज एक स्पेशल टैलेंटेड बच्चा आया है। यह बंदा कहता है हाँ वाइक्स फैमिली के एक मेंबर से ऐसी ही उम्मीद है। एग्जामिनर कहती है वाइक्स हाउस के बच्चे तुम में दम तो है, लेकिन तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट को देखते हुए तुम्हें सबक सिखाना भी जरूरी है। ऐसा कहते हुए एग्जामिनर ल्यूकस और उसके फ्लेम बीस्ट दोनों को ही सील कर देती है। आर्ट कहता है एग्जामिनर की तरफ से ये बहुत ही अच्छा मूव है। अगर ल्यूकस के फ्लेम गार्डियन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो अपने आप ही बुझ जाएगा। इतने में ही ल्यूकस इस सील को तोड़ देता है और कहता है मिस एग्जामिनर बहुत देर हो चुकी है। मैंने सुना है टेस्ट के दौरान आज तक किसी भी एग्जामिनर को चोट नहीं लगी है। मैं आपको मौका देता हूँ ऐसी पहली एग्जामिनर बनने का। ऐसा कहते हुए ल्यूकस एग्जामिनर के चारों ओर बहुत सारे फ्लेम के गोले फैला चुका होता है और इनसे एक साथ ही एग्जामिनर पे हमला कर देता है। लेकिन एग्जामिनर इन सब से बचते हुए ल्यूकस के पास आ जाती है और अपने मैजिक से ल्यूकस का पैर पकड़ लेती है। ल्यूकस इससे बचने की पूरी कोशिश करता है और एग्जामिनर के ऊपर ब्लास्ट कर देता है, लेकिन एग्जामिनर यहाँ से चली जाती है और ल्यूकस खुद ही खतरे में आ जाता है। तभी अपन देखते हैं एग्जामिनर दोबारा से आ जाती है और ल्यूकस को बचा लेती है। एग्जामिनर ल्यूकस को नीचे छोड़ देती है और कहती है तुम्हारा माना अच्छा है और तुम्हारे पास एबिलिटी है फायर के हायर वर्जन को सीखने की। तुम में अच्छा खासा पोटेंशियल है। लेकिन जैसे एग्जामिनर इतना कहती है ल्यूकस गुस्से में चिल्लाकर कहता है ये टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है और एग्जामिनर के ऊपर हमला कर देता है। तभी ये दूसरा एग्जामिनर बीच में आता है और ल्यूकस को दूर कर देता है। ल्यूकस कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एग्जाम को खराब करने की। एग्जामिनर कहता है एग्जाम खत्म होने के बाद हमला करके तुमने नियमों को तोड़ा है। ल्यूकस कहता है ये चुड़ैल जैसी औरत बीच में आई, सब कुछ मेरे कंट्रोल में था, लेकिन फिर भी इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। एग्जामिनर कहता है तुम्हें जितनी कंप्लेन करना है तुम कर सकते हो और एमिली इसका रिजल्ट अनाउंस कर दो। एमिली कहती है तुम टैलेंटेड हो लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है, इसी कारण से तुम्हें बी क्लास में रखना सबसे सही होगा। ल्यूकस गुस्सा करते हुए यहाँ से जाने लग जाता है। तभी साइतामा कहता है कांग्रेचुलेशन, बी क्लास भी बुरी थोड़ी ना है। ल्यूकस कहता है चुप रहो बंदरो, मुझे खुद के साथ कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना, बी क्लास मेरे लिए सही नहीं है। ल्यूकस अपनी जगह पर बैठ जाता है और कहता है बस इस बारे में मेरे फादर को पता
पता चलने दो। और इसी के साथ दोस्तों फाइनली बारी आ जाती है अपने आर्ट की। आर्ट एग्जामिनर के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। एग्जामिनर कहता है तुम्हें स्पेशल कंडीशन में टेस्ट किया जा रहा है, तुम्हारे बारे में हमारे पास कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, देखते हैं तुम में कितना दम है। और एग्जामिनर जैसे इतना कहता है भाई साहब इस बंदे को एक प्रेशर फील होता है आर्ट के कारण। आर्ट और एग्जामिनर दोनों ही पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, तभी एकदम से एग्जामिनर को एक आवाज सुनाई देती है और वो होती है कैस्पियन की, जो कि कहता है जॉर्ज पीछे हटो, इस बच्चे को मैं खुद से टेस्ट करूंगा। और भाई साहब कैस्पियन तैयार हो जाता है आर्ट को टेस्ट करने के लिए। जॉर्ज हैरान होकर कहता है सॉरी सर अगर मैं रूट सुनाई देता हूँ तो, लेकिन क्या ये ठीक होगा आप जैसे AA क्लास मेज का एक एग्जामिनी का टेस्ट लेना। कैस्पियन कहता है जॉर्ज मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ में कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन इसके स्पॉन्सर को देखते हुए मैं इसे खुद से टेस्ट करना चाहता हूँ। इसी के साथ कैस्पियन आर्ट के सामने तलवार निकाल कर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। आर्ट अपने मन में कहता है ये इंसान सिर्फ सेपाइन की सबसे बड़ी गिल्ड का इंचार्ज ही नहीं है, बल्कि खुद से AA क्लास एडवेंचरर भी है। इसका प्रेशर ऑब्वियसली हेवी है, जैसे कि ये बिल्कुल चाहता ही नहीं है कि ये टेस्ट आसानी से किया जाए। इतना कहकर आर्ट स्माइल करने लग जाता है और कहता है मैं खुद भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कैस्पियन कहता है रेडी हो जाओ और इस तरीके के बदलाव को दिल के ऊपर मत लेना। ऐसा कहते ही कैस्पियन बहुत ही ज्यादा तेजी से आर्ट के ऊपर हमला कर देता है। आर्ट इस अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वो खुद जमीन पे आ चुका है। कैस्पियन आर्ट के ऊपर और भी हमले करने लग जाता है, लेकिन आर्ट अपने आप को संभालता है और अपनी खुद की बॉडी से कैस्पियन को दूर धक्का देता है। कैस्पियन दोबारा से तैयार होता है और आर्ट के ऊपर हमला कर देता है। ये दोनों ही बंदे एक दूसरे के अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं। तभी कैस्पियन आर्ट के कान के नीचे अपनी स्वॉर्ड से कट लगा देता है। आर्ट पीछे की साइड होने लगता है, लेकिन कैस्पियन तेजी से आर्ट के पीछे जाता है और उसे हिट करके आगे धक्का देता है। आर्ट कहता है फाइट के दौरान ही मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी डिसएडवांटेजेस क्या है, मेरी मसल्स अंडर डेवलप्ड है, मैं स्वॉर्ड की फाइट में उतना ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ जितना कि मैं अपने प्राइम टाइम में किया करता था। सिल्विया की व्हील ट्रेनिंग के कारण मेरी ये बॉडी मजबूत है, लेकिन एक वेटेरन फाइटर के कंपैरिजन में ये कमजोर है। आर्ट कैस्पियन के सारे अटैक से बचते हुए कैस्पियन के एकदम पास पहुंचकर अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है, लेकिन कैस्पियन भी अपने आप को अच्छे से बचा लेता है। डैम, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बावजूद भी मेरी ये छोटी बॉडी मेरे हिसाब से नहीं है। कैस्पियन अपने आसपास माना को इकट्ठा कर लेता है और कहता है मुझे माफ करना, मैं सीरियस नहीं था, लेकिन अब से मैं सीरियस लड़ने वाला हूँ। कैस्पियन को अपनी ओर आता देख आर्ट अपने मन में कहता है जैसे कि मेरी बॉडी कह रही हो कि यहाँ से हटा जाए। आर्ट तुरंत यहाँ से दूर भाग जाता है। तभी कैस्पियन विंड बुलेट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन आर्ट इनसे बच पा रहा होता है। आर्ट कहता है अगर मुझे लड़ने का मौका चाहिए तो मुझे इस दूरी को कम करना होगा। आर्ट कैस्पियन की विंड बुलेट्स को डॉज करते हुए कैस्पियन के पास पहुंच जाता है और फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है अपनी स्वॉर्ड के अंदर। एग्जामिनर्स और कैस्पियन देख रहे होते हैं। कैस्पियन कहता है तो तुम एक फायर मेज हो। आर्ट तेजी से एक दूसरा हमला कर देता है, लेकिन कैस्पियन इसे ब्लॉक कर देता है और इन लोगों के बीच में बहुत ही इंटेंसली बैटल चलने लग जाती है। कैस्पियन हंसते हुए अपने मन में कहता है इस लड़ाई का आउटकम मुझे पता है, मैं एक AA क्लास मेज हूँ, बहुत सारे मेजेस से बेटर, लेकिन फिर भी मैं नर्वस क्यों फील कर रहा हूँ। दोस्तों कैस्पियन कुछ इस अंदाज में नर्वस फील कर रहा है। इमेजिन करो अभी के अभी आर्ट अपने सारे एलिमेंट्स और डेविएंट का इस्तेमाल करने लग जाए। कैस्पियन आगे कहता है नहीं, फिर आर्ट से कहता है ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है और गुस्से में एक पावरफुल हमला कर देता है। आर्ट अपने आप को ठीक तरीके से संभाल भी नहीं पाता और कैस्पियन दूसरा हमला कर देता है। यहाँ पर आर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसी कारण से आर्ट अपना एक मूव इस्तेमाल करता है जिसका की नाम है पिस्टन स्टैम्प, जिस कारण से आर्ट हवा में पहुंच जाता है। कैस्पियन कहता है बहुत बढ़िया। तभी आर्ट देखता है कैस्पियन की अटैक स्पीड और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तुरंत आर्ट वापस जमीन पर आता है और देखता है कैस्पियन ने विंड बुलेट से हमला किया है। आर्ट इससे बचने के लिए फटाक से नीचे हो जाता है। तभी कैस्पियन दोबारा से हमला कर देता है। आर्ट अपनी स्वॉर्ड की मदद से अपने आप को बचा लेता है और अपने मन में कहता है ये मुझे मजबूर कर रहा है मेरे और भी ज्यादा मूव्स को इस्तेमाल करने के लिए। ऐसा कहते हुए आर्ट तुरंत कैस्पियन के पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है।
ये मेरे पिस्टन स्टेम्प मूव को ऑलरेडी देख चुका है, लेकिन अगर मैं इसे सीरीज में इस्तेमाल करूँ तो जरूर से बात बनेगी। ऐसा कहते हुए आर्ट कैस्पियन को पकड़े पकड़े पिस्टन स्टेम्प का इस्तेमाल करता है, जिससे कि कैस्पियन पीछे जाने लग जाता है। आर्ट अपनी स्वाट को भी पूरी तरीके से रेडी कर चुका होता है। यह देखकर कैस्पियन कहता है, क्या मैं हारने वाला हूँ? कैस्पियन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता और बहुत जोर से चिल्लाता है और अपने चारों ओर बहुत ही बड़ी विंड को रिलीज कर देता है। इसी कारण से आर्ट को एक झटका लग जाता है और आर्ट पीछे हो जाता है। तभी अपन देखते हैं कैस्पियन के चेहरे पर बहुत ही सीरियस लुक। खुद से इसने चैलेंज किया और जरा सिचुएशन टफ हो गई तो भाई सीरियस हो गया है। अपने लोंडे ने इसकी अच्छी वाट लगाई है, लेकिन अगर आर्ट इसकी नाक पर एक पंच कर देता है तो भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आर्ट भी बहुत ही सीरियस हो जाता है और अपने मन में कहता है, लाइटनिंग मैजिक को यूज करने के लिए दो टाइप्स की स्कूल मौजूद है, एक एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल। मैंने सुना है मैजेस के लिए इंटरनल लाइटनिंग को सीखना मुश्किल होता है और उसके बदले में सिर्फ छोटी सी ही पावर मिलती है, लेकिन मैं इस बात से डिनाई करता हूँ। और इसी के साथ भाई साहब अपन लोग देखते हैं इस बंदे के अंदर लाइटनिंग दौड़ रही होती है। मेरी इस बढ़ी हुई स्पीड और रिफ्लेक्सेस के कारण जरूर से मैं हर एक चीज को डोज कर सकता हूँ। आर्ट और कैस्पियन पूरी तरीके से रेडी खड़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर मोस्ट पावरफुल तरीके से हमला करने के लिए, लेकिन शिट दोस्तों, इतने में ही कैस्पियन अपनी पूरी पावर को कैंसिल कर देता है और कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ एकदम आखिरी तक तुमने अपनी पूरी एबिलिटीज का इस्तेमाल ही नहीं किया। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर लो रैंक लेना चाहते हो। आर्ट अपने मन में कहता है, अच्छा तो इसने नोटिस कर लिया। इसी कारण से कैस्पियन आर्ट को बी रैंक दे देता है और ऐसा सुनकर पब्लिक में हलचल मच जाती है कि सिर्फ बी रैंक कितना ज्यादा मोस्टर बंदा है। मैं श्योर हूँ कि तुम्हें इस रैंक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्ट अपने सिर को 2 बार झुकाकर हाँ कहता है। इसी के साथ कैस्पियन यहाँ से चला जाता है और आज के लिए एग्जामिनेशन टेस्ट भी खत्म हो जाता है। अगले सीन में अपन देखते हैं कैस्पियन अपने ऑफिस में बैठा होता है और यहाँ पर जॉर्ज और एमिली भी आ जाते हैं। एमिली कहती है, सर ये चल क्या रहा है? आज जितने बी क्लास के कैंडिडेट्स आए हैं इतने तो लास्ट 4 महीनों में भी नहीं आए। जॉर्ज कहता है, वैसे कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन तीनों ही बच्चे हैं और 11 ईयर की एज में लाइट ऑरेंज कलर ये तो ह्यूमंस में एकदम नामुमकिन सा है। कैस्पियन कहता है, क्या तुम्हें याद है आज से आधे साल पहले जाइरस में क्या हुआ था? एमिली कहती है, ये तो तब की बात है जब तीनों रेस के बीच में पहला टूर्नामेंट हुआ था। कैस्पियन कहता है, हाँ बिल्कुल, ज्यादातर गिल्ड एम्प्लॉइज और एडवेंचरर्स को ये पता ही नहीं है, लेकिन कुछ हफ्तों पहले मेरे पास खबर आई है कि एल्व और ड्वार के ऊपर जो बैन लगाया गया था वो हटा दिया गया है। अब वो लोग भी सेपाइन में एडवेंचरर्स बन सकते हैं। आज के दिन जो बैच आई थी उनमें से कुछ वही एग्जामिनीज है। जॉर्ज कहता है, सर तो आपका कहने का मतलब है वो तीनों बच्चे या तो ड्वार्व या फिर एल्व है। कैस्पियन कहता है, ल्यूकस वाइक्स ये बच्चा आधा एल्फ है और ऐसा लगता है कि इसका जन्म एक एल्फ स्लेव के द्वारा हुआ है। वाइक्स हाउस के बारे में ऐसी ही बुरी रेप्यूटेशन है कि वो लोग ऐसी ही ब्रीडिंग कराते रहते हैं ताकि उनके हाउस में कोई पावरफुल मेज जन्म ले सके। ल्यूकस एक अनयूजुअल केस है क्योंकि एक एल्फ होने के बावजूद भी वो फ्लेम एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। ल्यूकस 8 साल की उम्र में अवेकन हो चुका था और लगातार और भी ज्यादा पावरफुल होने के लिए प्रोग्रेस करता जा रहा है। इसके बाद एलिजा नाइट, ये बंदा थोड़ा सा मिस्टीरियस है। इसके ओरिजिन के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन फाइल के हिसाब से ये ड्वारो लोगों के साथ पला बड़ा है। एलिजा पहला बंदा है जो कि डार्व किंगडम से ह्यूमन किंगडम में रहने के लिए आया है। एलिजा कुछ महीनों पहले ही अवेकन हुआ है और फिलहाल में वो डार्क रेड स्टेज पर है। मैंने उसे डायरेक्ट बी क्लास में इसलिए रख दिया क्योंकि जिस शख्स ने एलिजा को स्पॉन्सर किया है मैं उसे मना नहीं कर पाया। इसके बाद तीसरा बच्चा जिसका की नाम है नोट, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन इसे जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ ने स्पॉन्सर किया है। एमिली कहती है, फ्लेम्सवर्थ हाउस यह नाम तो इसलिए फेमस है क्योंकि इस हाउस से किंगडम के सबसे पावरफुल फायर मेज आते हैं। कैस्पियन कहता है, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को दी है ये बाद में पब्लिक कर दी जाएगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम इसके बारे में खुद से किसी से भी डिस्कशन ना करो। एमिली और जॉर्ज यहाँ से चले जाते हैं। तभी कैस्पियन अपने मन में कहता है, वो बच्चा जिसका की फायर मैजिक बहुत ही इम्प्रेसिव था, लेकिन असलियत में
उस बच्चे की स्वाड फाइटिंग के कारण से वो एक बीस्ट थी और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो खुद की ही बॉडी से कंफर्टेबल नहीं है। मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि बड़ा होने के बाद वो कितना ज्यादा डरावना हो जाएगा। कैस्पियन के इतना बोलते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं भाई साहब टेसिया को। टेसिया के ख्यालों में हर वक्त आर्ट ही चलते रहता है और अपन लोग देखते हैं टेसिया बीच बीच में आर्ट को भी देखती रहती थी। टेसिया कहती है मुझे इस बात की खुशी है कि आर्ट अपनी फैमिली से मिल चुका है और उसे खुशी है, लेकिन वो लड़की कौन है? आर्ट उसके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से नहीं रह रहा है। भाई साहब टेसिया को जलन हो रही होती है लिलिया के कारण से। टेसिया अपने रूम में आ जाती है और कहती है आर्ट पहले मेरा फ्रेंड था, शायद से मुझे उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था जब वो यहाँ पर था। इतने में टेसिया के रूम में वीरियन आ जाते हैं जो कि कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ तुम अभी भी ऑर्ब का इस्तेमाल कर रही हो। इसके बाद में वीरियन टेसिया को बता देते हैं कि अगर वो चाहे तो वो आर्थर के साथ में पढ़ सकती है एक ही स्कूल में। यह सुनकर टेसिया को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तभी किंग और क्वीन भी यहाँ पर आ जाते हैं। क्वीन कहती है टेसिया शांत हो जाओ, तुमने जो सुना है वो सच है। तुम्हारे ग्रैंडफादर और जायरस एकेडमी की डायरेक्टर के बीच में अच्छी खासी जान पहचान है। वीरियन हंसते हुए कहते हैं कि वो बुढ़िया शो ऑफ कर रही थी कि उसने क्वाड्रा एलिमेंट वाले ऑगमेंटर को ढूंढा है, लेकिन उसे ये बात पता ही नहीं थी कि उसे मैंने ही ट्रेन किया है। किंग कहते हैं लेकिन तुम्हें स्कूल में भेजना इतना भी आसान नहीं है, तीनों रेसेस मिलकर अभी टर्म्स को बना ही रही है। वीरियन कहते हैं डायरेक्टर ने बताया कि वो 3 साल के लिए एडवेंचर करने वाला है, इसी कारण से अगर तुम स्कूल ज्वाइन कर लेती हो तो तुम उसकी सीनियर बन जाओगी। किंग कहते हैं इसीलिए अपने ग्रैंडफादर के साथ ट्रेनिंग को जोरों शोरों से करने लग जाओ, क्योंकि आखिरकार ये नई जनरेशन की शुरुआत जो है। Later that same evening. आर्ट और जेस्मिन बैठे होते हैं। आर्ट कहता है जेस्मिन क्या किसी तरीके से तुम कैस्पियन के क्लोज हो? जेस्मिन हिचकिचाहट के साथ कहती है हाँ, मेरे फादर के साथ कैस्पियन के डीप कनेक्शंस है। इतने में ये काउंटर वाली लड़की आर्ट को बुलाती है और आर्ट को उसका एडवेंचरर कार्ड दे देती है। पीछे ये तीनों बंदे आर्ट के बारे में ही फुसफुस करके बातें कर रहे होते हैं। तभी ये कहते हैं नोट कांग्रेचुलेशन। सिल्वी इन लोगों को देखकर कहती है गधो जाकर ट्रेनिंग करो। इसके बाद आर्ट अपने कार्ड को देखते हुए कहता है कि अब से मैं भी एक एडवेंचरर हूँ और नोट नाम के साथ मैं फ्री हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैं अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड कर चुका हूँ अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। पास्ट लाइफ में भी मैंने अपनी टेक्निक्स को सुधारने के लिए बहुत सारी की का इस्तेमाल किया है। इस वर्ल्ड में मेरी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। क्या मुझे अभी भी मैजिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए या फिर? आर्ट जैसा इतना सोचता है, अपन लोग देखते हैं आर्ट किसी बंदे से टकरा जाता है और ये बंदा होता है एलिजा नाइट। आर्ट कहता है माफ करना और अपने मन में कहता है ये तो वही बंदा है जिसे कि डायरेक्टर बी क्लास में डाल दिया गया था। एलिजा कहता है कोई बात नहीं और इतने में ही यहाँ पर ल्यूकस की भी एंट्री हो जाती है जो कि आते के साथ से आर्ट से भिड़ जाता है और कहता है अपन लोग सेम क्लास में है, इस कारण से तुम्हें हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि रैंक्स के अंदर भी लेवल्स होते हैं और तुम कॉमनर्स हमेशा नीचे ही रहोगे। ऐसा कहते हुए ल्यूकस आर्ट को धक्का मारते हुए यहाँ से चला जाता है। आर्ट कहता है एक साइड कैरेक्टर का ये कितना पकाऊ बिहेवियर है। इतने में यहाँ पर जेस्मिन आ जाती है और कहती है क्या हुआ? तभी आर्ट देखता है कि यहाँ से एलिजा भी जा चुका है। आर्ट कहता है कुछ नहीं, वैसे अपन अब क्या करने वाले हैं? क्या तुमने बुलेटिन बोर्ड से किसी क्विस्ट को लिया है? जेस्मिन कहती है तुम्हारी स्किल्स को देखते हुए उस तरीके के क्विस्ट करना टाइम की बर्बादी होगी, इसी कारण से मेरे दिमाग में कुछ और है। ऐसा कहते हुए जेस्मिन आर्ट को बीस्ट ग्लेड के पोर्टल पास लेके चली जाती है। दोस्तों बीस्ट ग्लेड वही जगह है जहां पर आर्ट को सिल्विया मिली थी। ये दोनों अपना एडवेंचरर कार्ड दिखाते हुए इस जगह पर इंटर हो जाते हैं और यहाँ पहुँचते ही अपन लोग देखते हैं यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग मौजूद होते हैं। आर्ट कहता है ये तो बीस्ट ग्लेड्स है ना, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही शांत है। जेस्मिन कहती है हाँ, अपन लोग ग्रैंड माउंटेन्स के आउटपोस्ट के पास है और ये जगह ऑलरेडी एक्सप्लोर की
की जा चुकी है। जो लो क्लास के एडवेंचरर्स होते हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं ट्रेनिंग और छोटे मोटे क्विस्ट कंप्लीट करने के लिए। इतने में सिल्वी की नजर यहाँ पर मौजूद एक छोटे से बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जिसका कि सिल्वी पीछा करने लग जाती है। जैस्मिन कहती है सिल्वी इस जगह को देखकर एक्साइटेड हो चुकी है, क्या तुम उसके पीछे जाना चाहते हो? आर्ट कहता है नहीं, सिल्वी ठीक रहेगी, मैं उसे अपने बॉन्ड की मदद से सेंस कर सकता हूँ। सिल्वी और मेरे बीच के बॉन्ड की रेंज काफी अच्छी है। जैस्मिन कहती है ठीक है फिर जल्दी से चलते हैं, अपने पहले स्टॉप तक पहुँचने में अपन को पूरा दिन लग जाएगा, मेरे पीछे बने रहना। ऐसा कहते हुए जैस्मिन और आर्ट दोनों ही बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। आर्ट सिल्वी को याद करते हुए अपने मन में कहता है क्या पेरेंट्स इसी तरीके से फील करते हैं जब उनके बच्चे उनको छोड़कर स्कूल के लिए चले जाते हैं? सिल्वी अपने आप को सेफ रखना, और ऐसा कहते हुए आर्ट भी स्पीड पकड़ लेता है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट थकावट के मारे एक जगह पर पड़ा होता है और अपने मन में कहता है अगर सिल्विया ने मुझे माना रोटेशन नहीं सिखाया होता तो मैं बिल्कुल भी जैस्मिन की बराबरी नहीं कर पाता। जैस्मिन कहती है तुम्हारा माना को रेड लाइट स्टेज पर है ना? हालांकि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी स्लो हुई थी लेकिन फिर भी मैं इम्प्रेस हूँ। शायद से अपन लोगों को और भी ज्यादा बीच में रुकना चाहिए था। ऐसा कहते हुए भाई ये जैस्मिन बेचारे आर्ट का किसी लाइटर की तरह इस्तेमाल करती है। वैसे तुम्हारे बॉन्ड का क्या वो ठीक है? आर्ट कहता है सिल्वी मुझे अपडेट्स देते जा रही है, वो बहुत ही खुश है यहाँ पर घूमने से। जैस्मिन कहती है मैं समझ सकती हूँ, ज्यादा टाइम तक एक जगह पर बंद रहने से दम घुटता है। इसके थोड़े टाइम बाद आर्ट पूछता है वैसे जैस्मिन तुम किस कारण से एडवेंचरर बनी? जैस्मिन इसका कोई जवाब नहीं देती, जिस कारण से आर्ट सोचता है लगता है मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया। तभी जैस्मिन कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपनी फैमिली से दूर भागना चाहती थी। जब एल्व्स के खिलाफ ह्यूमंस की वॉर हुई थी तब फ्लेम्सवर्थ हाउस ने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। फ्लेम्सवर्थ हाउस के मेजेस फायर एट्रीब्यूट में सबसे ज्यादा पावरफुल है। उन्हें इस बात का बहुत ही ज्यादा गर्व है क्योंकि फायर एलिमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल एलिमेंट माना जाता है। इसी कारण से जब मैं अपने भाइयों बहनों से पहले अवेकन हुई थी मेरे पेरेंट्स को मुझसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जब सभी टेस्ट के बाद ये पता लगा कि मेरे अंदर फायर एट्रीब्यूट को लेकर स्पेशलिटी नहीं है तो मुझे मेरी फैमिली छोटा मानने लगी। ऐसा सुनते के साथ ही आर्ट कहता है ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी है, मैं इस बात को समझता हूँ कि माना को स्ट्रेंथ के लेवल्स होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा पागलपन है किसी एलिमेंट के बेस पर हायरार्की क्रिएट की जाए। किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर मेजेस का पहले से ही कंट्रोल थोड़ी ना होता है, ये तो मेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस एलिमेंट का कैसे इस्तेमाल करता है। यह बात आर्ट एकदम सीरियस होकर कहता है लेकिन एकदम अजीब ढंग से। इस कारण से जैस्मिन को आर्ट के ऊपर हंसी आ जाती है। जैस्मिन कहती है इस बात के लिए सॉरी, तुम हमेशा ही शांत रहते हो, लेकिन मैं सरप्राइज हो गई तुम्हें इस बात के ऊपर गुस्सा करते हुए। आर्ट अपने मन में कहता है शायद मैं इसलिए नाराज हो गया क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि मेरी की एनर्जी बहुत ही कम थी। लेकिन यहाँ पर एक जैस्मिन है जो कि सिर्फ 24 साल की है और डार्क येलो स्टेज पर है, लेकिन फिर भी जैस्मिन की फैमिली ने उससे मुंह मोड़ लिया है। दोस्तों लोल, मुझे तो लगा कि जैस्मिन लगभग 14-15 साल के आसपास होगी, लेकिन ये तो 24 साल की है। जैस्मिन कहती है लेकिन अब कोई बात नहीं, क्योंकि चाहे ऑगमेंटर हो या फिर कॉन्जूरर हो, लोग हमेशा ही सुपीरियर दिखने के पीछे भागते रहते हैं और इस चीज को मैं बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। और वैसे भी मुझे ट्विन हॉर्न्स ने तो हमेशा ही अच्छे से ट्रीट किया है। आर्ट कहता है मैं जैस्मिन को आज पहली बार हंसते और स्माइल करते हुए देख रहा हूँ। जैस्मिन हमेशा ही सीरियस और कठोर लगती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये भी नाजुक है। इतने में जैस्मिन आर्ट का हाथ पकड़ लेती है और इस आग को बुझा देती है। ये बढ़िया है यार। दोस्तों कहीं जैस्मिन ने आर्ट को इसीलिए तो अपने साथ नहीं रखा है कि बंदा बहुत ही काम का है। इसके थोड़ी देर बाद ये दोनों सो जाते हैं और सोते सोते जैस्मिन कहती है आर्थर, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी तुम्हें अपने साथ रखने के लिए। जितने भी ट्विन हॉर्न्स है उनके कंपैरिजन में मैं ना तो ज्यादा फ्रेंडली हूँ और नॉलेजेबल हूँ। शायद से हमें तुमसे भी पूछना चाहिए था कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। आर्ट कहता है कि मुझे खुशी है मैं तुम्हारे साथ हूँ, गलती करने पर तुम मुझे सही कर सकती हो, बस मुझे इसी बात की जरूरत थी, खासकर तब जब मैं कभी जभी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाता हूँ। और ऐसा सुनकर जैस्मिन को खुशी होती है।
आर्ट कहता है अब सोने का टाइम हो चुका है, नींद भी जरूरी है। इसकी थोड़ी देर बाद जैस्मिन कहती है ये एक अजीब बात है, जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ ऐसा फील होता है कि मैं किसी बच्चे से नहीं बात कर रही हूँ। आर्ट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। इस कारण से जैस्मिन सोचती है कि आर्ट सो गया है और जैस्मिन भी सो जाती है। लेकिन अपन देखते हैं जैस्मिन की बात आर्ट ने सुन ली होती है। अगले सीन में अपन देखते हैं सुबह हो चुकी होती है और आर्ट के ऊपर कोई अजीबोगरीब बीस्ट बैठा होता है। इस कारण से आर्ट चौंक जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। ये देखते हुए जैस्मिन कहती है मस्त कॉमेडी है। आर्ट देखता है जैस्मिन काफी देर पहले उठ चुकी है और खाने पीने की व्यवस्था भी कर ली है। आर्ट सिल्वी को खाना खाने के लिए अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन आर्ट देखता है सिल्वी तो मस्त मजे कर रही है जंगल के बीस्ट लोगों को खाकर। आर्ट पूछता है वैसे अब अपन कहाँ जाने वाले हैं। जैस्मिन कहती है एक्चुअली एक रीजन ये भी है कि मैं तुम्हारे साथ स्पेयर मैच करना चाहती हूँ, इसी कारण से मैं तुम्हें यहाँ पर लाई हूँ। मैंने ये बात नोटिस की है कि लड़ाई के दौरान कभी जभी तुम गड़बड़ कर देते हो, जैसे कि तुम्हारे दिमाग को तो पता है लेकिन तुम्हारी बॉडी उसे फॉलो नहीं कर पाती। आर्ट कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम किस तरीके की स्पेयरिंग करना चाहती हो, क्या तुमने सोचा है? जैस्मिन अपनी स्वाट बाहर निकालते हुए कहती है मैं तुम्हारी फिजिकल लिमिटेशन को चेक करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम फिजिकल स्ट्रेंथ से लड़ाई करना, माना का इस्तेमाल मत करना। आर्ट ठीक है कहते हुए अपनी स्वाट की ओर बढ़ने लग जाता है, लेकिन इतने में ही जैस्मिन कहती है तुम अपनी स्वाट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरी स्वाट का इस्तेमाल करो। दोस्तों जो आर्ट है इसने कैस्पियन के खिलाफ भी अपनी ब्लू वाली स्वाट का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी जैस्मिन को पता नहीं कैसे पता चल गया। आर्ट हैरान होकर कहता है तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये एक स्वाड है? जैस्मिन कहती है तुम बिना किसी रीजन के किसी लकड़ी को अपने साथ तो नहीं रखोगे। इसी के साथ आर्ट अपनी ब्लू वाली स्वाड को लेकर तैयार हो जाता है जैस्मिन से लड़ने के लिए। और दोस्तों शायद से जैस्मिन इस ब्लू स्वाड को जानती है। आर्ट मन में कहता है बहुत ही लंबा समय हो चुका है बिना अपने माना का इस्तेमाल किए लड़ाई करना। जैस्मिन 2 स्वाड्स का इस्तेमाल कर रही होती है और लगातार आर्ट के ऊपर हमले करने लग जाती है। आर्ट को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होती है और कहता है एक बात तो कंफर्म है, कैस्पियन के साथ लड़ाई के बाद से मेरे मन में डर बैठ गया है। जैस्मिन एक के बाद एक लगातार अटैक्स किए जा रही होती है, जिनसे कि आर्ट जैसे तैसे करके बच रहा होता है। जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ मैं अपनी स्वार्ड फाइटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ और मैं संतुष्ट हो चुका हूँ। मैजिक मेरे लिए बहुत ही जरूरी चीज बन चुका है, मैं मैजिक के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंड रहता हूँ। ऐसा कहते हुए अपन देखते हैं आर्ट हार चुका होता है, जो कि अपनी हार को एक्सेप्ट भी कर लेता है। जैस्मिन कहती है तुम थोड़े कमजोर हो और तुम्हारे मूवमेंट्स भी कभी जभी अजीबोगरीब है, लेकिन तुम्हारी टेक्निक्स के कारण तुम इन चीजों की भरपाई कर पा रहे हो। साथ ही साथ तुम्हारा सेल्फ नॉलेज और रिफ्लेक्सेस भी लाजवाब है, लगभग डरावने लेवल पर। तुम डंजन्स और मिशंस में जाते जाते नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो सकते हो और जब तक तुम टीनेज के हो जाओगे। इतने में आर्ट कहता है इस बात को काफी टाइम है, माना को कंट्रोल करने के मामले में मैं कई साल आगे हूँ। इसका मतलब ये है बिना अपने माना के ऊपर निर्भर रहे मुझे अपनी स्वार्ड फाइटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैस्मिन कहती है तुम बिना माना का इस्तेमाल किए डंजन्स में जाना चाहते हो, ये तो बहुत ही बड़ी लापरवाही है। तलवारबाजी को मास्टर करने के लिए वॉरियर्स को कई दशक लग जाते हैं। ऐसा सुनते हुए आर्ट कहता है 2 साल, मुझे सिर्फ 2 साल की जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों आर्ट के इतना कहते ही अपन देखते हैं एक हैप्पी मूवमेंट हो चुका है, मतलब एक कांग्रेचुलेशन मूवमेंट। तुम में से जितने भी बंदे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं इस मूवमेंट पर अपन लोगों ने 2 सीजन्स को कंप्लीट कर लिए हैं। इसी बात के ऊपर दोस्तों सीजन 2 का एक छोटा सा रिकैप तो बनता है। सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है 3 साल के टाइम स्किप से, जहां पर अपन देखते हैं वीरियन के साथ आर्ट की ट्रेनिंग। फिर कुछ टाइम बाद आर्ट अपनी फैमिली और हेल्स्टी हाउस से जुड़ जाता है। कुछ टाइम बाद आर्ट सेबेस्टियन को सबक सिखाता है जो कि सिल्वी के पीछे पड़ चुका था। इसके बाद में दोबारा से एंट्री हो जाती है ट्विन हॉर्न्स की और अब फिलहाल के टाइम पे आर्ट जैस्मिन के साथ है। इसी के साथ दोस्तों बारी आ चुकी है सीजन 3 की शुरुआत करने की। सीजन 3 की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं 2 साल का टाइम स्किप। अपन लोग एक बार का सीन देखते हैं जहां पर कुछ लोग पेग लगा रहे होते हैं। ये बंदा कहता है क्या तुमने वो वाली रूमर सुनी है? ये बंदा कहता है कागुल, अगर तुम उसी फेमस मास
मास्क वाले बंदे के बारे में बात कर रहे हो तो वो सब कुछ ही बकवास है। यह बंदा कहता है नहीं वो सब कुछ सही है। मेरा एक साथी उस बंदे के साथ टीम में रह चुका है जो कि जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ के साथ घूमते रहता है। यह बंदा कहता है तो बताओ मुझे तुम्हारे उस साथी ने तुम्हें क्या बताया। यह बंदा कहता है कि रूमर्स सच है, वो बंदा कोई भी मेज नहीं है। यह बात सुनकर यह बंदा हैरान हो जाता है और कहता है या तो वो मास्क स्वॉर्डमैन एक ऑगमेंटर है या फिर ये बातें सब कुछ ही बकवास है। क्या तुम लोगों ने उसके बारे में अफवाहें नहीं सुनी कि उसने अकेले ही एक डंजन को क्लियर कर दिया। मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बी क्लास का एडवेंचरर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, भले ही डंजन अगर लो लेवल का हो तब भी। यह बंदा कहता है हाँ मुझे भी लगता है तुम सही हो, इन बातों को जरूर से बड़ा चढ़ा कर बताया गया है। जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ हमेशा ही साथ में होती है, जरूर से उसने मदद की होगी। यह बंदा कहता है उसे किसी दिन मेरे सामने लेके आना, उसे मैं खुद संभाल सकता हूँ। दोस्तों जैसा कि अपन लोग देख पा रहे हैं आर्ट के बारे में बहुत सारी अफवाहें या फिर रियल बातें फैलती जा रही है। यह बंदा अपने मन में कहता है उस बंदे ने डायरेक्ट बी रैंक से शुरुआत करी और ए रैंक में जा चुका है और यहाँ पर मैं हूँ जो कि कब से सी क्लास में पढ़ा हूँ और टर्मन जो कि एक बी क्लास का ऑगमेंटर है। टर्मन के प्राइड के कारण वो बंदा टर्मन के लिए एक दर्द की बात है। और भाई साहब जैसे ये बंदा इतना सोचता है यहाँ पर एंट्री हो जाती है अपने लोंडे आर्ट की एक नए लुक के साथ में। यह बंदा आर्ट को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन टर्मन आर्ट से लड़ने के लिए अपने आप को रेडी कर लेता है। क्या ये वही छोटा तलवारबाज है जिसके बारे में तुम सभी लोग बकबक करते रहते हो। यह बंदा टर्मन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टर्मन एकदम आर्ट के पास जा चुका होता है। टर्मन आर्ट से कहता है ओए तुम्हारे साथ वाली वो खूबसूरत लड़की कहाँ है, क्या वो कहीं पर गई है। लेकिन दोस्तों अपना लोंडा इस जैसे बंदे से बात करना तक जरूरी नहीं समझता और इसे इग्नोर करते हुए आगे जाने लग जाता है। इस बात को देखते हुए टर्मन आर्ट के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है आर्ट को जान से मारने के लिए, लेकिन टर्मन देखता है ये अटैक आर्ट को लगा ही नहीं होता। टर्मन कहता है ये क्या हुआ, क्या इस बंदे ने मेरे अटैक को डॉज किया या फिर मैं ही चूक गया। टर्मन आर्ट के ऊपर लगातार अटैक्स किए जा रहा होता है, लेकिन आर्ट बहुत ही आसानी से हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। टर्मन कहता है क्या तुम्हें सिर्फ डॉज करना आता है, लेकिन इतने में ही भाई साहब आर्ट बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ टर्मन की 4 उंगलियां उड़ा देता है और आर्ट के प्रेशर के कारण यहाँ पर मौजूद हर एक बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। टर्मन का खेल खत्म हो चुका होता है, जिस कारण से आर्ट यहाँ से आगे बढ़ जाता है और ये बंदा चिल्लाकर कहता है इमीटर की मदद से टर्मन की उंगलियां वापस जोड़ी जा सकती है। आर्ट आगे इस बारटेंडर लड़की के पास जाता है और कहता है मेरे नाम से यहाँ पर राशन रखा होगा और राशन लेकर यहाँ से वापस आ जाता है। आर्ट जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है अपन लोग देखते हैं जैस्मिन को जो कि शी इज लुकिंग सो क्यूट। जैस्मिन कहती है तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया और तुम्हारे मास्क के ऊपर ये खून का धब्बा कैसा। आर्ट अपना मास्क निकालते हुए कहता है कुछ नहीं, वहाँ पर किसी को भी परमानेंट चोट नहीं लगी है। अब दोस्तों मेरे ख्याल से सीजन 3 के बाद रियल सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आर्ट और जैस्मिन कहीं पर जा रहे होते हैं और जाते जाते ही आर्ट अपनी मदर फादर के लिए लेटर लिख रहा होता है। आर्ट के जरिए अपन लोगों को पता चलता है कि 2 साल के टाइम के दौरान ही लिलिया भी अवेकन हो चुकी है। आर्ट का माना कोर लाइट ऑरेंज स्टेज से भी पार हो चुका है और आर्ट फिलहाल में एक एडवेंचर मिशन पे जा रहा है, जो कि आर्ट का आखिरी मिशन होने वाला है स्कूल जाने से पहले। आर्ट लेटर लिख चुका होता है। फिर जैस्मिन कहती है जिस टीम के साथ अपन डंजन में जाने वाले हैं वो अपना इंतजार कर रही है, क्या सिल्वी भी अपने साथ आएगी। आर्ट कहता है नहीं, सिल्वी अब स्मार्ट ग्रो हो चुकी है, अब वो मुझसे और भी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती है और सिल्वी ने अपन दोनों को देखने से मना कर दिया है जब तक कि वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाती। वैसे दोस्तों जो सिल्वी है वो स्ट्रॉन्ग माना वाले एनवायरनमेंट में रहकर वहाँ के 20 लोगों को खाकर अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रही है। इतने में ये दोनों उस टीम के पास पहुंच जाते हैं जिस टीम के
के साथ ये लोग डंजन मिशन करने वाले हैं। इसी टीम के अंदर ल्यूकस भी मौजूद होता है जो कि आर्ट को कहता है तो तुम दोनों हो जिन्होंने आखिरी में इस मिशन को साइन किया है। ये बंदा उठता है और आर्ट से हैंडशेक करता है और कहता है एक मजबूत हैंडशेक। तो तुम्हारे बारे में जो अफवाहें सुनी है वो कुछ कुछ सही है। मेरा नाम रेगनाल्ड बेशन है, मैं ए क्लास ऑगमेंटर हूँ और मेरा एलिमेंट अर्थ है और मैं सॉलिड येलो कोर पर हूँ। इस बंदे का नाम क्रायोल मेशर है जो कि वाटर एलिमेंट का ऑगमेंटर है। और तभी अपन देखते हैं यहाँ पर एलिजा नाइट भी मौजूद होता है जो कि कहता है मैं ए क्लास पर हूँ और डार्क ऑरेंज कोर, मेरी स्पेशलिटी है अर्थ एलिमेंट। दोस्तों मेरे ख्याल से ये वाला मिशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसके अंदर तीनों मेन बंदे आमने सामने आ चुके हैं। तभी एक और बंदा सामने आता है जो कि कहता है मेरा नाम ओलिवर हेम्बेट है और मैं ए क्लास पर हूँ डार्क येलो स्टेज। मैं एक एमिटर डेविएंट हूँ और मेरी स्पेशलिटी है हीलिंग। तभी एक लड़की सामने आती है और कहती है मेरा नाम समंथा टेम्पेस्ट है और मैं डार्क येलो स्टेज पर हूँ ए क्लास कॉन्जूरर और मेरी स्पेशलिटी है वाटर। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, प्लीज मेरा ख्याल रखना। तभी एकदम लास्ट में एक आखिरी बंदा आता है जिसका की नाम है ब्रेल्ड लेंडन और ये बंदा डबल ए क्लास पे है। येलो स्टेज के साथ में ये बंदा ऑगमेंटर है जिसकी स्पेशलिटी है फायर एलिमेंट। ब्रेल्ड कहता है इस मिशन को मैं लीड करूंगा, मैं तुम लोगों के बारे में भी जानना चाहता हूँ। जैस्मिन कहती है मेरा नाम जैस्मिन है और मैं लाइट येलो स्टेज पर हूँ और मैं भी डबल ए क्लास ऑगमेंटर हूँ, मेरी स्पेशलिटी है विंड एलिमेंट। ये सुन के ब्रेल्ड कहता है ये सुन के खुशी हुई कि यहाँ पर एक और डबल ए क्लास मेज है। इसके बाद आर्ट का बच्चा कहता है मेरा नाम नोट है, लाइट ऑरेंज स्टेज ए क्लास ऑगमेंटर, मेरी स्पेशलिटी है फायर एलिमेंट। यह सुन के समंथा कहती है लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम मेज नहीं हो। आर्ट कहता है मेरे पर्सनल रीजन के कारण से मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं करता। ब्रेल्ड कहता है तुम दोनों के पास बैग है, क्या तुम दोनों के पास डायमेंशन रिंग्स है? यह दोनों सिर हिलाकर कहते हैं नहीं। दोस्तों डायमेंशन रिंग वो चीज है जिसकी मदद से कोई भी सामान कैरी किया जाता है। डायमेंशन रिंग बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। ल्यूकस और ओलिवर ये दोनों बंदे मना कर देते हैं कि इनका सामान नहीं रखेंगे, लेकिन एलिजा खुद से कहता है कि मेरे पास जगह खाली है। आर्ट एलिजा को थैंक्स कहता है और ये सुनकर एलिजा कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा होता है। इसी के साथ ये सभी लोग साथ मिलकर इस डंजन के अंदर इंटर हो जाते हैं। ये लोग बड़ी ही शांति के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। ब्रेल्ड कहता है अपन लोग डंजन के पहले लेवल पे है, इसी कारण से सभी लोग चौकन्ना रहना। लेकिन बहुत देर इधर उधर देखने के बावजूद भी इनको एक भी माना बिस्ट यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन तभी ब्रेल्ड की नजर ऊपर पड़ती है और भाई साहब यहाँ पर बेट्स की तरह बहुत सारे माना बिस्ट मौजूद होते हैं जिनका की नाम होता है बेट रनर्स। ब्रेल्ड चिल्लाकर सभी लोगों को बताता है ब्रेट रनर्स, लेकिन इतने में ही ये माना बिस्ट इन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। सभी के सभी एडवेंचरर्स इन माना बिस्ट से बचते हुए इन्हें मारने लग जाते हैं। तभी ब्रेल्ड चिल्लाकर कहता है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इन्हें मारने से कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए सभी लोग अपना अपना माना और स्टेमिना बचा कर रखो। ऐसा सुनने के बावजूद भी ल्यूकस इन माना बिस्ट के ऊपर हमला करके इन्हें जलाने लग जाता है। ये बात देखकर ब्रेल्ड को गुस्सा आ जाता है जो कि ल्यूकस की कॉलर पकड़ लेता है। ल्यूकस कहता है क्या हुआ? मैंने इन्हें इसलिए मारा ताकि सभी लोग अपना अपना माना बचा सके। आर्ट देखता है कि ये मॉन्स्टर अभी भी मरे नहीं है और वापस से खड़े होने लग जाते हैं। ये देखते हुए आर्ट अपने मन में कहता है जिन भी लोगों ने इस डंजन को सबसे पहली बार खोजा था उन्होंने इसका नाम डायर टॉम्स इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ के मौजूद ये जीव अजीबोगरीब है, इन्हें मारा नहीं जा सकता है। ये सभी लोग इस जगह को यहीं पर छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ब्रेल्ड कहता है ये वही जगह है जहाँ पर मैंने एक एंट्रेंस को मार्क किया है जब मैं यहाँ पर पिछली बार आया था। एलिजा तुम ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ बना सकते हो। इतने में एलिजा यहाँ पर फुट होल्ड बना देता है। यह सभी के सभी लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर ब्रेल्ड कहता है पिछली बार मैं सिर्फ इसके अगले फ्लोर तक जा पाया था, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक टीम के साथ आऊंगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। हो सकता है अपन लोगों को वो चीज मिल जाए जिससे कि बेट रनर्स अपने आप को बार बार वापस जिंदा करते हैं। क्रायोल कहता है जब तक मुझे मेरा गोल्ड कॉइन में हिस्सा मिल जाएगा मुझे किसी बात से कोई चिंता नहीं है। इसी के साथ ये सभी के सभी लोग
लोग इस जगह की सेकेंड फ्लोर पर आगे बढ़ने लग जाते हैं। दोस्तों जरा इस बंदे को देखो, इस बंदे के मुंह पे लिखा है ठरकी। इस बंदे को कोई चिंता नहीं कि ये लोग कितनी खतरनाक जगह पर है। इतने में ही समंथा के ऊपर यहाँ पर एक वेपन से हमला हो जाता है, लेकिन आर्ट बहुत तेजी से समंथा को बचा लेता है। बेशन ब्रेल्ड से कहता है, ओए तुमने हमें कोई वार्निंग क्यों नहीं दी यहाँ के ट्रैप्स के बारे में। ब्रेल्ड कहता है, जब मैं यहाँ पर आया था यहाँ पर कोई भी ट्रैप्स नहीं मौजूद थे। दोस्तों मुझे इस बंदे के ऊपर डाउट हो रहा है, मुझे लगता है कहीं न कहीं ये इन सभी लोगों को यहाँ पर फंसा सकता है। ओलिवर कहता है, तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी, क्या मैं तुम्हें हील करूं? समंथा दूर हटते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। इतने में आर्ट उस वेपन के पास जाता है और कहता है, ये कोई भी ट्रैप नहीं था, ये किसी माना बीस्ट का है। यह सुन के सभी लोग सीरियस हो जाते हैं। ब्रेल्ड कहता है, सभी लोग चौकन्ना हो जाओ, और ये लोग दोबारा से आगे बढ़ने लग जाते हैं। ब्रेल्ड कहता है, अपन पहुंच गए, लेकिन रुको जरा, यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आर्ट मन में कहता है, इस प्रेशर को मैं भी फील कर पा रहा हूँ, और ये सभी के सभी लोग अंदर बढ़ जाते हैं। जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, अपन लोग देखते हैं यहाँ का माहौल गर्म लग रहा होता है और एकदम से ये जगह हिलने लग जाती है। तभी भाई साहब यहाँ पर जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा कीड़ा यानी कि माना बीस्ट बाहर निकलता है। यह देखकर सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी क्रायोल फटाक से एक बैरियर बना लेता है। ब्रेल्ड कहता है, ये चीज पहले यहाँ पर नहीं थी, और ये बात भी सेंस नहीं बना रही है कि यहाँ पर कोई इस तरीके की नई स्पीसीज इस डंजन में आ जाए। इतने में ये माना बीस्ट दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन ये सभी के सभी लोग देखते हैं माना बीस्ट ने इन लोगों के ऊपर हमला नहीं किया है। एलिजा कहता है, लगता नहीं कि ये माना बीस्ट अपन लोगों के पीछे है। यह बात सुनते ही ओलिवर समंथा के सामने होशियारी दिखाने के लिए अकेला ही आगे बढ़ने लग जाता है और कहता है, चलो आर्टिफैक्ट के पीछे। ब्रेल्ड कहता है, थोड़ा रुको, पहले अपन लोगों को समझना होगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन ओलिवर ब्रेल्ड की बात नहीं सुन रहा होता, जिस कारण से ये सभी लोग भी ओलिवर के पीछे जाने लग जाते हैं। लेकिन इतने में ही आर्ट कुछ सेंस करता है और ल्यूकस को चिल्लाकर कहता है, फटाक से फ्लेम बैरियर बनाओ अभी के अभी। पीछे वाले सारे के सारे लोग ल्यूकस के बैरियर के अंदर आ जाते हैं और ओलिवर अकेला बाहर छूट जाता है। आर्ट चिल्लाकर कहता है, फटाक से तुम भी अपना बैरियर बनाओ। लेकिन इतने में ही भाई साहब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आग का ब्लास्ट होता है, और जैसे ही यहाँ का माहौल शांत होता है, सभी के सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि ओलिवर का खेल बहुत ही गंदी तरीके से खत्म हो चुका है। बेसन कहता है, डैम इट। तभी आर्ट आगे बढ़ता है और ओलिवर के क्रिस्टल को ले लेता है और समंता को दे देता है। इसे तुम्हारे वाले जेम के साथ बदल लो, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आर्ट कहता है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ब्रेल्ड कहता है, हाँ जल्दी करो, इससे पहले कि दूसरा इरप्शन हो। ये लोग तेजी से आगे की ओर भागने लग जाते हैं, लेकिन इतने में ही इन लोगों के ऊपर वही बड़ा वाला कीड़ा हमला कर देता है। फटाक से क्रायोल इन सभी को गार्ड करता है। इतने में समंथा भी इस कीड़े पर हमला कर देती है। फिर इसके बाद एलिजा अपने स्पेल की मदद से इस कीड़े को अटका देता है। ब्रेल्ड कहता है, एलिजा के स्पेल से उसे एक स्क्रैच तक नहीं आया। ऐसा कहते हुए ब्रेल्ड बेशन और जैस्मिन को भी तैयार कर लेता है हमले के लिए। जैस्मिन तुम और मैं उसका ध्यान बटाते हैं, और बेशन तुम उसकी आंखों के बीचों बीच पावरफुल हमला कर देना। जैसे ये तीनों इतना करते हैं, बेशन एक पावरफुल हमला कर चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस वर्म को ज्यादा कुछ नहीं होता। इस चीज को ल्यूकस दूर से ही खड़ा खड़ा देख रहा होता है और कहता है, क्या मैं डर रहा हूँ? इतने में आर्ट तेजी से आगे बढ़ता है और अपन लोग देखते हैं आर्ट अपनी स्वाट को 2 कलर का कर लेता है। फिर पिस्टन स्टैम्प की मदद से एक जंप लगाता है और इस मॉन्स्टर के बहुत सारे नाखूनों को काट देता है। इतने में ही जैस्मिन इस कीड़े के ऊपर विंड मैजिक से एक पावरफुल हमला कर देती है, जिस कारण से ये कीड़ा अब यहाँ से भागने लग जाता है। ब्रेल्ड कहता है, बहुत बढ़िया, अब वो कीड़ा कुछ देर तक अपन लोगों को परेशान नहीं करेगा। और जैसे ही ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है, दोबारा से जमीन हिलने लग जाती है। आर्ट कहता है, वो कीड़ा अपन लोगों को मारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था, वो तो बस इंतजार कर रहा था दूसरा इरप्शन होने के लिए। सभी लोग अपने आप को बचाने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग डर चुके होते हैं। आर्ट तेजी से ल्यूकस के पास जाता है ल्यूकस को बचाने के लिए और उसे बचा भी लेता है। जैसे ये वाला इरप्शन शांत होता
है भाई साहब, अपन लोग देखते हैं ब्रेल्ड समंथा को बचाने के चक्कर में बेचारे का एक हाथ ही गायब हो चुका है। इसके बाद में ये लोग ब्रेल्ड की ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और ब्रेल्ड के टिश्यूज को जला रहे होते हैं ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। इसके बाद बैंडेजेस लगाने के बाद में समंथा कोशिश कर रही होती है कंडीशन को और भी बेटर करने की। आर्ट के पास में क्रायोल आता है और उसे सैंडविच खाने के लिए देता है और बातचीत करने लग जाता है। यह सैंडविच कच्चा होता है जिस कारण से क्रायोल आर्ट की ही मदद मांगता है इसे पकाने के लिए। क्रायोल कहता है टेस्टी है ना, ये रेसिपी मेरी फियोंसे की है। आर्ट कहता है आप लक्की हो, आप अपनी फियोंसे को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। इतने में अपन देखते हैं ल्यूकस ब्रेल्ड के साथ झगड़ा कर रहा होता है और कहता है मैंने इस मिशन को सिर्फ इसीलिए साइन किया क्योंकि हमारा लीडर AA क्लास मेज था, लेकिन अब देखो तुम्हारी हालत को। ब्रेल्ड कहता है तुम कंप्लेन कैसे कर रहे हो जब तुमने खुद बेवकूफों की तरह अपना वेपन खो दिया और नोट ने तुम्हारी जान बचाई। ल्यूकस कहता है सब कुछ ही मेरे कंट्रोल में था, तुम्हारी तरह नहीं जो कि खुद को बचा तक नहीं पाया। ब्रेल्ड कहता है मैं समंथा को बचा रहा था, अगर तुम चौकन्ना होते और बैरियर बना लेते तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने में आर्ट उठता है और ल्यूकस को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बंदे की अकड़ जाने का नाम नहीं लेती। आर्ट कहता है ब्रेल्ड तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा, क्या तुम अभी भी इस इंजरी के साथ में कंटिन्यू करना चाहते हो। ब्रेल्ड बहुत ही सीरियस होकर कहता है शायद से ये मेरी आखिरी डंजन रेड है, इसी कारण से मैं इसे आखिरी तक पूरी करना चाहता हूँ। यह सुन के समंथा कहती है लेकिन तुम सिर्फ एक हाथ से कैसे लड़ पाओगे। ब्रेल्ड कहता है मैं अभी भी AA क्लास मेज हूँ, मैं ग्रुप के रास्ते में नहीं आऊंगा, बस मैं इतना चाहता हूँ कि अब की बार नोट अपन लोगों को लीड करे। सभी लोगों को ब्रेल्ड की बात सही लगती है, इसी कारण से आर्ट भी मान जाता है और कहता है ठीक है 1 घंटे आराम करने के बाद में अपन लोग आगे बढ़ेंगे। आराम के बाद जैसे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं ब्रेल्ड कहता है मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये रास्ता पहले तो ब्लॉक नहीं था। इतने में बेसन आगे आता है और जैस्मिन के साथ मिलकर इस मजबूत दीवार को तोड़ देता है और रास्ता बना लेता है। और जैसे ही ये रास्ता अनब्लॉक होता है अपन लोग देखते हैं यहाँ अंदर की साइड का पूरा नजारा ही अलग होता है, किसी जंगल टाइप का। जैसे ये सभी लोग अंदर जाते हैं आर्ट को ये जगह अजीबोगरीब लग रही होती है, लेकिन इतने में ही क्रायोल कहता है मुझे तो ये जगह ठीक लग रही है, क्या अपन थोड़ी देर आराम कर ले। आर्ट कहता है अपन लोग आराम नहीं करने वाले, सभी लोग चौकन्ना रहना, और अपने मन में कहता है मुझे तो इस जगह में कुछ गड़बड़ लग रही है। और इतने में ही अपन देखते हैं यहाँ पर मौजूद कोहरे के कारण से जैस्मिन को हेल्यूसिनेशंस हो रहे होते हैं। जैस्मिन को अपने फादर दिखाई दे रहे होते हैं सामने की ओर। इतने में क्रायोल बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहता है क्लारा क्या ये सचमुच में तुम हो, मुझे पता था कि तुम मरी नहीं हो। ऐसा कहते हुए क्रायोल कोहरे में आगे भागने लग जाता है। आर्ट कहता है यहीं पर रहो, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन क्रायोल यहाँ से जा चुका होता है। इतने में जैस्मिन कहती है मुझे लगता है कि इस कोहरे के कारण से इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। आर्ट ये सुनते के साथ ही फटाक से समंथा से एक बैरियर बनवा लेता है। समंथा पूछती है आखिर क्लारा कौन है। बेसन जवाब देता है क्रायोल की फियोंसे, जो कि एक डंजन में हम लोगों की आंखों के सामने मारी गई। अपन लोगों को जल्दी से क्रायोल को ढूंढना होगा। इतने में ही ल्यूकस कहता है आखिर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग कैसे नहीं चल रहा है, क्या तुम सचमुच में वेटेरन एडवेंचरर्स हो भी कि नहीं। यहाँ पर जैस्मिन भी अनइजी फील कर रही होती है क्योंकि उस वक्त जैस्मिन को उसके फादर दिखाई देते हैं जो कि अपनी बाहें फैलाकर जैस्मिन की तरफ स्माइल कर रहे होते हैं। आर्ट जैस्मिन को संभालता है और कहता है क्या तुम्हारे पास कोई स्पेल है जिससे कि अपन इस कोहरे को साफ कर सके। जैस्मिन कहती है मैं कम से कम इतना तो कर सकती हूँ कि अपन क्रायोल को ढूंढ सके, और ऐसा कहते हुए जैस्मिन एक स्पेल की मदद से यहाँ के कोहरे को हटा देती है। तभी इतने में ही ये लोग देखते हैं यहाँ पर झाड़ियाँ या फिर ये टहनियाँ मौजूद होती है जो कि इन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देती है। ल्यूकस इनके ऊपर आग से एक पावरफुल हमला कर देता है, लेकिन इन झाड़ियों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। आर्ट कहता है बेसन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करो जब तक कि हम पावरफुल स्पेल्स नहीं बना लेते। जैस्मिन और ब्रेल्ड तैयार हो जाओ, और इसी के साथ दोस्तों ये तीनों बंदे तैयार हो जाते हैं इन झाड़ियों से लड़ने के लिए।
तीनों स्ट्रॉन्ग बंदे तैयार हो जाते हैं और इन झाड़ियों पर हमला कर देते हैं। आर्ट 2-3 हमले करने के बाद कहता है इन झाड़ियों को आग नहीं लग रही है, क्या इसका कारण इसके अंदर का मौजूद मॉइस्चर हो सकता है। ऐसा कहते हुए आर्ट अपनी स्वाट को रेड कर लेता है और जैसे इन झाड़ियों पर हमला करता है आर्ट की ये वाली टेक्निक काम में आ रही होती है। यह बात आर्ट ब्रेल्ड को भी बताने वाला होता है, लेकिन ब्रेल्ड ऑलरेडी इन झाड़ियों को जला रहा होता है। ब्रेल्ड चिल्लाकर कहता है क्या लगता है एक डबल ए क्लास इतनी आसानी से हार मान लेगा। यह देखते हुए आर्ट कहता है डैम इट, ब्रेल्ड लापरवाही कर रहा है। आर्ट जैस्मिन की तरफ देखकर कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, जैस्मिन को मेरी मदद की जरूरत नहीं है। और इतने में ही इधर ब्रेल्ड खतरे में आ जाता है इन झाड़ियों के कारण से। आर्ट फटाक से ब्रेल्ड के पास जाता है और उसे बचा लेता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो, हमें तुम्हारी अभी भी जरूरत है। दोस्तों मेरे ख्याल से ब्रेल्ड को बुरा लग रहा है कि डबल ए क्लास ऑगमेंटर होने के बावजूद भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है और ऊपर से ल्यूकस बार बार ब्रेल्ड को कुछ न कुछ सुना रहा है। इतने में इधर ल्यूकस एक पोशन को पी लेता है और एक ऐसे स्पेल का इस्तेमाल करता है जो कि होता तो कमजोर है, लेकिन इसके कारण से आग एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलते जाती है। इधर एलिजा अपना एक पावरफुल स्पेल तैयार कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही एलिजा खतरे में आता है फटाक से ब्रेल्ड एलिजा को बचा लेता है। थोड़ी ही देर में एलिजा का स्पेल तैयार हो जाता है और एलिजा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना देता है जिसके अंदर ये झाड़ियां गिर जाती है। आर्ट कहता है इसके अंदर आग भी फैलते जा रही है, ये बढ़िया है, इस कारण से ये झाड़ियां रीजनरेट नहीं कर पाएगी। इतने में क्रायोल को ढूंढने के लिए समंथा अपने स्पेल का इस्तेमाल करती है जिसकी मदद से वो आसपास के एनवायरनमेंट में से वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती है, लेकिन इस कारण से उसे कमजोरी आ जाती है और वो गिरने वाली होती है। लेकिन फटाक से आर्ट समंथा को संभाल लेता है और कहता है तुम सबकी मदद करने के लिए ऐसे सिचुएशन में भी इस तरीके के स्पेल का इस्तेमाल कर रही हो, गुड जॉब। लेकिन इतने में ही ये सभी के सभी लोग देखते हैं इन लोगों ने अभी तक जितना भी कुछ किया है कुछ भी काम में नहीं आ रहा होता है। आर्ट कहता है ये झाड़ियां यहाँ पर मौजूद कोहरे को एब्जॉर्ब कर रही है अपन लोगों को फटाक से। और जैसे ही आर्ट इतना कहता है भाई साहब आर्ट देखता है इन सभी लोगों का सीरियस रिएक्शन। दोस्तों सिर्फ एक बार सोचने की कोशिश करो कि ये सभी लोग इस तरीके का रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। आर्ट जैसे ही मुड़कर पीछे की साइड देखता है आर्ट भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मौजूद जितनी भी झाड़ियां होती है वो इकट्ठा होकर एक बीस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। आर्ट इस बीस्ट को देखकर अपने वेपन को ही छोड़ देता है, जैसे कि आर्ट ने गिव अप ही कर दिया है कि अब इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। समंथा बहुत ही ज्यादा डर कर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, इसके बारे में तो मैंने सिर्फ बुक्स के अंदर पढ़ा है, ये एक एल्डरवुड गार्डियन है। यह देखकर ब्रेल्ड एक बहुत ही अजीब डरे हुए रिएक्शन के साथ कहता है ऐसा लगता है कि अब भगवान भी नहीं चाहते कि अपन लोग जिंदा रहे। रेगनाल्ड बेसन कहता है आखिर ये किस तरीके का मजाक है, इस तरीके का एस क्लास माना बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। इतने में इन लोगों की नजर पड़ती है इस माना बीस्ट के बीचों बीच में जहाँ पर मौजूद होता है क्रायोल जो कि पूरी तरीके से चपेट में आ चुका है। यह देखते हुए रेगनाल्ड इमोशनली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर पावर अप करने लग जाता है। आर्ट कहता है नहीं रुक जाओ, अपन उस चीज से नहीं लड़ सकते, लेकिन आर्ट झटके के कारण पीछे गिर जाता है। इतने में यह माना बीस्ट रेगनाल्ड के ऊपर हमला कर देता है, तभी एलिजा फटाक से एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, लेकिन ये एस क्लास माना बीस्ट कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसी कारण से एलिजा की शील्ड में दरारें आने लग जाती है और एलिजा की भी नाक से खून आने लग जाता है। इतने में पीछे से जैस्मिन आर्ट का हाथ पकड़ लेती है और कहती है अपन लोगों को यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली से वादा किया है, मुझे तुम्हें किसी भी हालत में सेफ रखना है। आर्ट कहता है तो फिर ऐसे में इन लोगों का क्या। ऐसा सुनकर जैस्मिन भी मायूस हो जाती है। तभी अपन लोग देखते हैं रेगनाल्ड इस माना बीस्ट के ऊपर तेजी से हमला कर देता है। आर्ट कहता है अपन लोग चलेंगे लेकिन इस तरीके से नहीं, अपन लोग इन लोगों को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। इधर रेगनाल्ड अपने आप को पूरा पावर अप कर चुका होता है और वो पूरी तरीके से अर्थ एलिमेंट से घिर चुका है। रेगनाल्ड इस माना बीस्ट के हाथ के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है जिससे कि यह माना बीस्ट का हाथ टूट जाता है और ये बहुत जोर से चिल्लाता है। लेकिन तभी ये माना बीस्ट इन फैली हुई झाड़ियों की मदद से रेगनाल्ड को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। इधर नीचे की
साइड पर आर्ट सभी लोगों को ऑर्डर दे देता है यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन तभी इन लोगों की नजर पड़ती है रेग्नाल्ड के ऊपर, जो कि पूरी तरीके से जकड़ा जा चुका है। आर्ट फटाक से कहता है, ल्यूकस रेग्नाल्ड के आसपास की झाड़ियों को फटाक से जला दो, लेकिन भाई साहब इतने में ही ल्यूकस आर्ट के ऊपर ही एक खतरनाक हमला कर देता है। भाई ये ल्यूकस क्या ही तो घटिया बंदा है, आखिर इसके साथ दिक्कत क्या है। अपन लोग कुछ सेकंड पहले का सीन देखते हैं जहां पर ल्यूकस गिरते पड़ते हुए एग्जिट की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी ल्यूकस अपने मन में कहता है, कितनी घटिया बात है, मैं ऐसा तो नहीं हूँ, मैं वाइक्स फैमिली से आता हूँ जो कि सेपाइन की सबसे बेस्ट हाउसेस में से एक है। यह मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने हाउस की महानता को मेंटेन रखूं। और ऐसा सोचते हुए ल्यूकस आर्ट के ऊपर हमला कर देता है। आर्ट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी ल्यूकस जैस्मिन के ऊपर भी हमला कर देता है और उसे भी घायल कर देता है। एलिजा चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? ल्यूकस कहता है, कुछ भी करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें भी उड़ा दूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है मैं अपनी खुद की जिंदगी को रिस्क में डालूंगा ताकि तुम कॉमनर्स यहाँ से बच के भाग सको? इस बात के ऊपर प्राउड फील करो कि तुम्हारा नाम हिस्ट्री में दफन होने वाला है कि तुम लोगों के कारण से मैं यहाँ से भाग पाया। एलिजा जैसे ही गुस्से में ल्यूकस के ऊपर हमला करने वाला होता है, पीछे से ये माना बीस्ट एलिजा के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। यह माना बीस्ट अपने सेकेंड अटैक से एलिजा को खत्म करने वाला होता है, लेकिन एकदम से ही बीच में ब्रेल्ड आ जाता है जो कि एलिजा को बचा लेता है। क्या तुम इन बच्चों को परेशान करना चाहते हो? हिम्मत है तो मेरा सामना करो। ऐसा कहते हुए ब्रेल्ड इस माना बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों इस बंदे के लिए सचमुच में रिस्पेक्ट, क्योंकि ब्रेल्ड का हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जो कि लगभग इस माना बीस्ट को दो हिस्सों में काट कर रख देता है। लेकिन ये माना बीस्ट अपने आप को दोबारा से पूरी तरीके से रीजनरेट कर लेता है और ब्रेल्ड खतरे में आ चुका है। इधर एलिजा नोट का नाम लेते हुए नोट को संभालने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन बीच में ही एलिजा बेहोश हो जाता है। आर्ट अपने सामने ये सब नजारा देखते हुए कहता है, लगता है मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, लेकिन क्या मैं इसके इफेक्ट से जिंदा बच पाऊंगा? ऐसा कहते हुए भाई साहब आर्ट ड्रैगन अवेकनिंग की पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है, लेकिन इस बार दोस्तों सेकेंड फेस को। दोस्तों सेकेंड फेस का मतलब यही इंटीग्रेटेड फेस, जिसमें कि यूजर्स बीस्ट की पूरी पावर का इस्तेमाल कर पाते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है, जिस चीज को मास्टर करने में वीरियन को डेकेड्स लग गए, उसे मैंने 2.5 इयर्स में ही कर लिया। इस चीज के काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। इसी के साथ अपन लोग देखते हैं आर्ट का एक खतरनाक सा लुक, और आर्ट जैसे ही इस स्टेज में आता है, दूर अपन सिल्वी को देखते हैं जो कि आर्ट को सेंस कर पा रही होती है। सिल्वी तेजी से आर्ट की साइड आगे बढ़ने लग जाती है और कहती है, फादर मैं तुरंत आपके पास आ रही हूँ। आर्ट कहता है, सिल्वी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मुझे कुछ भी होता है तो प्लीज तुम हेल्स्टी हाउस में वापस चली जाना। सिल्वी कहती है, पापा नहीं, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आर्ट कहता है, सिल्वी प्लीज मेरी बात मानो। सिल्वी कहती है, ठीक है, लेकिन आप संभल के रहिएगा। और अपन देखते हैं आर्ट आगे बढ़ जाता है इस एस क्लास माना बिस्ट के ऊपर हमला करने के लिए। जैसे ही आर्ट अपने पंजे को स्विंग करता है, अपन लोग देखते हैं इन झाड़ियों के ऊपर बर्फ की तरह इफेक्ट आ रहा है और ये झाड़ियां जमने लग जाती है। आर्ट कहता है, डैम भले ही इस फॉर्म के अंदर मैं इतना ज्यादा माना का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी इस स्पेल को हैंडल नहीं कर पा रही है। मुझे इसे कैसे भी जल्दी से खत्म करना होगा। ऐसा कहते हुए आर्ट इस माना बिस्ट के एकदम करीब जाकर एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है, जिस कारण से ये माना बिस्ट पूरी की पूरी तरीके से जम जाता है। फिर इसके बाद में आर्ट अपनी लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और इस माना बीस्ट को पूरी तरीके से तोड़ के रख देता है, ब्लास्ट कर देता है। फाइनली इस माना बीस्ट का खेल खत्म हो जाता है, लेकिन आर्ट की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी अपन इसी मोमेंट पर जाइरस का सीन देखते हैं एलिस और रे को। यहाँ पर एली लिलिया की बराबरी करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही होती है, जिस कारण से आज तो एली बेहोशी हो जाती है। तभी रे और एलिस की नजर पड़ती है मिस्टर विंसेंट वाली रिंग के ऊपर, जो कि ग्लो करने लग जाती है और ये देखकर एलिस बहुत ही घबरा जाती है। एलिस कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर से ये रिंग खराब हो चुकी है ना? Meanwhile,
आर्ट एक केव के अंदर होता है जिसे कि धीरे धीरे करके होश आ रहा है। तभी आर्ट अपने सामने एलिजा को देखता है जो कि कहता है थैंक गॉड फाइनली तुम्हें होश आ गया है। आर्ट अपनी टूटी फूटी आवाज में कहता है मेरे ग्लव के ऊपर मौजूद क्रिस्टल को तोड़ दो और एलिजा जैसे ही ऐसा करता है आर्ट थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है। आर्ट कहता है जेस्मिन जेस्मिन कहाँ है? एलिजा कहता है वो रही उधर की साइड पर, उसे तुमसे भी ज्यादा चोट लगी है। मैंने उसके जले हुए घावों को तो ट्रीट कर दिया लेकिन उसे इंटरनल डैमेज अभी भी होगा। आर्ट कहता है ये लो इस जेम का इस्तेमाल जेस्मिन के ऊपर भी कर दो। एलिजा जैसे ही इतना करता है वो नोटिस करता है जेस्मिन की कंडीशन अभी से बेटर हो चुकी है और कुछ घंटों के बाद ही वो ठीक हो जाएगी। आर्ट मन में कहता है पिछली बार मेरी इतनी खराब हालत तब हुई थी जब मैं सिर्फ 4 साल का था। इधर अपन देखते हैं जैसे ही आर्ट होश में आता है सिल्वी को भी पता चल जाता है जो कि आर्ट की तरफ ही बढ़ रही होती है और बाहर की साइड अपन लोग देखते हैं इस कमीने ल्यूकस को। कुछ टाइम बाद आर्ट की कंडीशन बेटर हो जाती है। तभी एलिजा कहता है लेजेंडरी मास्क मैन नोड मैंने ये कभी नहीं सोचा था तुम्हारी एज मेरे जितनी होगी। इतने में ही आर्ट रियलाइज करता है कि उसका मास्क तो है ही नहीं। एलिजा कहता है माफ करना तुम्हारा मास्क कहीं पर गिर गया था जो कि मुझे नहीं मिला। उसके अलावा मैं तुम्हारा सारा सामान उठा लाया हूँ। यह सुनकर आर्ट को काफी रिलीफ मिलता है और कहता है थैंक यू सो मच। तुम अकेले ही यहाँ से भाग सकते थे लेकिन फिर भी तुमने मेरी और जेस्मिन की मदद करी इसीलिए सचमुच में थैंक यू। एलिजा कहता है अगर मैं तुम लोगों को उसी हालत में छोड़ जाता तो मुझ में और ल्यूकस में कोई भी फर्क नहीं बचता। वैसे मैंने एक बात नोटिस करी तुम्हें जेस्मिन यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी तुम गए नहीं, ऐसा क्यों? आर्ट कहता है क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा और अपने आसपास वालों का हमेशा ख्याल रखूंगा। वैसे इन बातों को छोड़ो छाड़ो मैं कितने टाइम से बेहोश था? एलिजा जवाब देता है कि 1 दिन से ज्यादा हो चुका है। आर्थर कहता है अच्छा लगता है जेस्मिन को अभी भी टाइम लगने वाला है इसीलिए क्यों ना इस टाइम का बन इस्तेमाल करे एक दूसरे को अच्छे से जानकर। ऐसा कहते हुए आर्ट अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और कहता है मेरा नाम आर्थर लेवाइन है लेकिन तुम मुझे आर्ट कह सकते हो। भाई लोगों आर्थर आर्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को बोलने देता है जिन्हें की वो खास मानता है और मेरे ख्याल से एलिजा भी एक अच्छा होमी बन सकता है। आर्ट कहता है तो तुम डार्क किंगडम से हो क्या इस मेटल की जगह को तुमने बनाया है? एलिजा कहता है हाँ और मेरे ख्याल से इस पूरी की पूरी केव को एल्डरवुड गार्डियन की बॉडी सहारा दे रही थी। आर्ट कहता है अच्छा वैसे अगर तुम एक डेविएंट भी होते तो भी तुम मेटल को क्रिएट नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मौजूद मेटल को ही कंट्रोल कर सकते हो। तुम एक ड्वार्फ हो यह बात अजीब है मानने के लिए मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहता हूँ। एलिजा कहता है ठीक है इस बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन बदले में तुम्हें भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारी बॉडी के साथ क्या हो गया था, तुम्हारी आंखें बाल। आर्ट कहता है ठीक है। एलिजा बताता है तुम्हारा शक सही है भले ही मैं ड्वार्फ किंगडम में पला बड़ा हूँ लेकिन मैं कहाँ से आया हूँ इस बारे में मुझे भी नहीं पता। एल्डर रेडिस ने मेरा ख्याल रखा और मुझे अपने बचपन की कुछ ही मेमोरीज याद है। जिस दिन मैं डार्क ऑरेंज स्टेज पर पहुंच गया उस दिन से पहले तक मेरी लाइफ एकदम ही नॉर्मल थी लेकिन एक दिन प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा कि मैं नुकीले मेटल से चारों तरफ से घिर चुका हूँ। उसी टाइम पर मुझे एल्डर रेडिस ने कहा कि मेरा टाइम आ चुका है डिकेथिन कॉन्टिनेंट घूमने का। दोस्तों सिंपल सी बात है एलिजा एक टैलेंटेड बच्चा है क्योंकि किसी भी ड्वार्फ की ये एबिलिटी नहीं है कि वो मेटल को क्रिएट कर सके लेकिन एलिजा कर सकता है और ये बात भी ऑब्वियस लग रही है कि एलिजा कोई भी ड्वार्फ नहीं है, कोई ह्यूमन बच्चा है जो कि किसी तरीके से ड्वार्फ किंगडम में पहुंच गया था। एलिजा कहता है मेरे साथ सब कुछ ही अचानक से हुआ था और कभी जभी मुझे अजीबोगरीब फीलिंग आती रहती है। यह तो रही मेरी साइड की स्टोरी लेकिन अब तुम्हारे बारे में बताओ। आर्ट बहुत ही कैजुअली कहता है मैं क्वाड्रा एलिमेंट ऑगमेंटर हूँ जो कि 2 डेविएंट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, आइज और लाइटनिंग। ऐसा सुनते ही एलिजा को एक झटका लग जाता है। एलिजा कहता है मुझे लग रहा था मैं खास हूँ लेकिन खैर तुम जीत गए। वैसे तुमने उस वक्त क्या इस्तेमाल किया था? आर्ट कहता है मैं एक बीस्ट टेमर भी हूँ, उस वक्त मैंने बीस्ट व्हील का इस्तेमाल किया था। ऐसा सुनकर एलिजा कहता है अच्छा तो फिर तुम कितने साल के हो? आर्ट कहता है 11। एलिजा
कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं 12 का हूँ। ऐसा कहते हुए आर्ट और एलिजा के बीच में हंसी मजाक होने लग जाती है, यानी कि एलिजा एक ट्रू होमी बनते जा रहा है। थोड़ी देर बाद आर्ट एक दूसरे हीलिंग क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है। तभी अपन देखते हैं जेस्मिन को भी होश आ जाता है, जो कि आर्ट को देखते के साथ ही उसे गले से लगा लेती है और इमोशनली रोते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आर्ट कहता है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, वैसे भी उस वक्त मैंने ही जिद करी थी। जेस्मिन बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। यह देखकर आर्ट अपने मन में कहता है क्या जेस्मिन हमेशा से ही इतनी छोटी है। इसके बाद जेस्मिन फटाक से अपने बैग से बैंडेजेस निकालती है और आर्ट को लपेट देती है, कुछ ज्यादा ही लपेट देती है मेरे ख्याल से। इन दोनों लोगों को होश आ चुका होता है, इसी कारण से आर्ट कहता है अब मेरे ख्याल से अपन लोगों का जाने का टाइम आ चुका है। ऐसा कहते हुए ये लोग यहाँ से निकलने लग जाते हैं। जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं अपन लोग देखते हैं यहाँ पर अभी भी बर्फ मौजूद होती है। आर्ट कहता है रुको जरा, तुम्हें क्या लगता है बाकी में से कोई सरवाइव किया होगा या नहीं। एलिजा कहता है तुम्हारी लड़ाई से पहले ही रेग्नाल और ब्रेल्ड को उस एल्डरवुड गार्डियन ने खत्म कर दिया, और जिस वक्त अपन लोग समंथा से अलग हुए मैंने समंथा के आसपास भी मेटल बैरियर बना दिया था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो जिंदा है या नहीं। ऐसा कहते हुए एलिजा अपने एक अर्थ पल्स नाम के स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो पता कर लेता है कि आखिर समंथा कहाँ पर मौजूद है। एलिजा कहता है उसकी सांसें अभी भी चल रही है और तेजी से समंथा की ओर बढ़ जाता है। यह देखते हुए आर्ट अपने मन में कहता है मुझे तो लगता था अर्थ पल्स की मदद से सिर्फ ग्राउंड की सरफेस को ही स्कैन किया जा सकता है, आखिरकार एग्जैक्टली ये बंदा है कौन। एलिजा जैसे ही समंथा को जमीन से बाहर निकालता है ये लोग देखते हैं समंथा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उसे बहुत तेज बुखार भी है। जेस्मिन समंथा को उठा लेती है और कहती है अपन लोगों को जल्दी से यहाँ पर जाना होगा। आर्ट अपने मन में कहता है लगता है एल्डरवुड गार्डियन का 20 टकोर यहाँ पर ढूंढ पाना नामुमकिन है, एक कीमती खजाना यहीं पर दफन रह जाएगा। ऐसा कहते हुए ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी ये जगह अचानक से ही हिलने लग जाती है और भाई साहब यहाँ पर एंट्री हो जाती है अपनी सिल्वी की। सिल्वी कहती है पापा मैं आ गई। आर्ट कहता है सिल्वी तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। इतने में ही सिल्वी आर्ट को चाट कर एक मस्त सा हेयर स्टाइल दे देती है और ये सब देखकर एलिजा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आर्ट कहता है ये है सिल्वी मेरी बोर्ड। एलिजा कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ड्रैगन्स तो कई सेंचुरीज पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। इतने में ही सिल्वी जेस्मिन को भी चाट कर उसे भी एक मस्त हेयर स्टाइल दे देती है और जेस्मिन के ऊपर ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये सभी लोग सिल्वी के ऊपर बैठ जाते हैं और यहाँ से जाने लग जाते हैं और बाहर जाते वक्त वो कीड़े वाला मोस्टर और बेट रनर्स ये लोग सिल्वी को देखकर डर जाते हैं और अपने बिल से बाहर ही नहीं निकलते। यह सब देखते हुए एलिजा कहता है तुम पहले ही इसे अपने साथ क्यों नहीं ले आए, अपना काम आसान हो जाता। इतने में ही अपन देखते हैं समंथा को भी होश आ जाता है, जो कि अपनी बीमार हालत में आर्ट से कहती है तुम बिना मास्क के ज्यादा अच्छे लगते हो। आर्ट कहता है बातचीत करने की कोशिश मत करो, तुम्हें अपनी एनर्जी को बचाने की जरूरत है। और भाई साहब इतने में ही समंथा अपने पास से दिखाती है आर्ट का मास्क और साथ ही साथ एस क्लास एल्डरवुड गार्डियन का माना 20 टकोर। आर्ट कहता है समंथा तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, अपन लोग इस 20 टकोर को बेच देंगे और उसके प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। ऐसा सुनते ही सभी लोग मना कर देते हैं और कहते हैं तुमने अकेले उस 20 को हराया है, इसी कारण से तुम इसे अकेले डिजर्व करते हो। इसके बाद आर्ट ट्विन हॉर्न्स के दिए गए गिफ्ट का इस्तेमाल करता है और अपने पेरेंट्स को बता देता है कि मैं पूरी तरीके से सेफ हूँ। आर्ट कहता है तुमने बहुत सारे माना 20 का शिकार किया है और उन्हें खाया है, लेकिन क्या तुम ट्रांसफॉर्म हो सकती हो। ऐसा सुनते ही सिल्वी अपने आप को दोबारा से छोटा कर लेती है। आर्ट की बॉडी में अभी भी तेज पेन हो रहा होता है, जिस कारण से वो इस 20 टकोर के थोड़े से माना का इस्तेमाल करता है अपने आप को ठीक करने के लिए। इसके बाद आर्ट बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर अपने मन में कहता है ल्यूकस वाइक्स तुमने जो कुछ भी किया है इस कारण से ब्रेल्ड की जान गई है और कई सारे और लोगों की जान जाने वाली थी। एक बात तो श्योर है भले ही कितना भी टाइम लग जाए लेकिन मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा और मेरा बदला कोई छोटा मोटा बदला बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। भाई साहब दोस्तों
अब जाके असली मजा शुरू होने वाला है। ल्यूकस की हेकड़ी अच्छी तरीके से निकलने वाली है। बूम बाम शुरू हो चुका है। अगले सीन में अपन देखते हैं गिल्ड हॉल के अंदर समंथा का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और ब्रेल्डे की फैमिली रो रही होती है। आर्ट बहुत ही शांत होकर बैठा होता है। एलिजा और जेस्मिन कैस्पियन के सामने रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है ल्यूकस की, जो कि आते हुए कहता है तो तुम लोग भी जिंदा वहाँ से लौट आए। एलिजा और जेस्मिन ल्यूकस को देखते के साथ ही उस पे हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन आर्ट इन लोगों को रोक देता है। ल्यूकस कहता है कहीं तुम लोगों ने जिंदा वापस आने के लिए किसी को वहाँ पर सेक्रीफाइस तो नहीं कर दिया? समंथा तो जिंदा बची है, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोगों ने ब्रेल्ड को सेक्रीफाइस? ल्यूकस ब्रेल्ड का नाम भी पूरा नहीं बोल पाता और अपन लोग देखते हैं आर्ट अपनी स्वाट फेंक कर मारता है और ल्यूकस के कान पर कट लगा देता है। आर्ट सीरियस होकर ल्यूकस की साइड पर बढ़ने लग जाता है और आर्ट के प्रेशर मात्र से ही ये गार्ड्स डरने लग जाते हैं। आर्ट इन सभी गार्ड्स को बहुत ही आसानी से ढेर कर देता है। तभी पीछे से कैस्पियन चिल्लाकर कहता है, मिस्टर नोट, अगर तुम सुनवाई से पहले कुछ भी करते हो तो इससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तभी अपन देखते हैं आर्ट जैसे ही ल्यूकस के पास पहुंचता है, आर्ट हमला नहीं करता और कहता है, माफ करना, मेरी स्वाट फिसल गई थी। ल्यूकस ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से चला जाता है। तभी आर्ट जेस्मिन और एलिजा को भी यहाँ से बाहर भेज देता है ताकि वो कैस्पियन से अकेले में कुछ बात कर सके। कैस्पियन कहता है, मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें मिस्टर वाइक्स को इस तरीके से उकसाना नहीं चाहिए जैसा कि तुमने अभी किया। आर्ट कहता है, ऐसा क्यों? मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं उस कीड़े को खत्म कर सकता हूँ और मेरी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होगी। मिस्टर कैस्पियन, मुझे लगता है आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उसे मुझसे बचा सकते हैं। कैस्पियन कहता है, मेरा तुम्हें डराने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। भले ही तुम मिस्टर वाइक्स को जान से मार दो, लेकिन इससे वाइक्स फैमिली शांत नहीं बैठने वाली। तुम्हारे बारे में पता करने के लिए वो लोग जेस्मिन का भी पीछा कर सकते हैं और जेस्मिन से रिलेटेड सारे लोगों का। इसके अलावा अगर तुम पूरे के पूरे वाइक्स हाउस को हराने का भी दम रखते हो तो ये सब भी काम में नहीं आने वाला जब तक कि तुम ल्यूकस के हाफ ब्रदर को नहीं खत्म कर देते। आर्ट कहता है, ठीक है, अब मैं तुमसे वो बात करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। तुम एक स्मार्ट आदमी हो, तुम्हें इस बारे में पता है कि अगर तुम मेरी मदद करते हो तो इससे ना ही सिर्फ तुम्हारा बल्कि पूरी की पूरी एडवेंचरर गिल्ड का फायदा हो सकता है। कैस्पियन अपने मन में कहता है, ये बंदा क्या ये सब घमंड के कारण कह रहा है या फिर कॉन्फिडेंस के कारण? ऐसा कहते हुए कैस्पियन कहता है, जितना भी मेरी पावर के अंदर रहेगा मैं उतनी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। कैस्पियन के इतना कहते ही आर्ट यहाँ से बाहर आ जाता है। फिर एलिजा कहता है, मुझे तो तुमने डरा ही दिया था, मुझे तो लगा कि तुम ल्यूकस को जान से मारने वाले हो। आर्ट कहता है, अभी ऐसा करने का सही टाइम नहीं है। दोस्तों, इसका मतलब समझ रहे हो, बंदे ने पूरा मूड बना लिया है ल्यूकस को खत्म करने का। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट और ल्यूकस इन दोनों ही बंदों की सुनवाई हो रही होती है इस जगह पर। यह बंदा कहता है, सब कुछ जानने के बाद एडवेंचरर गिल्ड की तरफ से ल्यूकस वाइक्स को उसकी ए रैंक से हटाया जाता है और जब तक गिल्ड एग्री नहीं करती ल्यूकस दोबारा से एडवेंचरर बनने के लिए भर्ती नहीं दे सकता। यह सब सुनकर ल्यूकस हंस रहा होता है। आर्ट अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी सिर्फ इसे बहुत ही छोटी सजा मिली है। इसके बाद ये बंदा आर्ट के लिए कहता है, तुमने जिस तरीके की हरकत ल्यूकस वाइक्स के खिलाफ की है, इससे ये बात क्लियर है कि तुम ल्यूकस वाइक्स या फिर वाइक्स फैमिली के खिलाफ खतरा साबित हो सकते हो। इसी कारण से एडवेंचरर गिल्ड की तरफ से मैं तुम्हारे ऊपर जायरस सिटी में रहने के ऊपर बैन लगाता हूँ जब तक कि ल्यूकस वाइक्स जायरस एकेडमी में अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर लेता। भाई ये क्या है यार, इन लोगों को ल्यूकस की अच्छे से तोड़नी चाहिए, लेकिन ये लोग आर्ट के खिलाफ में ही डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन ऐसा सुनने के बाद भी आर्ट स्माइल कर रहा होता है और एकदम अचानक से कहता है, मुझे इस पनिशमेंट से एतराज है। डंजन में ल्यूकस ने धोखा दिया था, तो ऐसे में मुझे क्यों सजा सुनाई दे रही है? यह सुनकर जज कहता है कि यही फाइनल डिसीजन है। इतने में ल्यूकस चिल्लाकर कहता है, रुको जरा, तो फिर ऐसे में इसकी आइडेंटिटी का क्या? ये अपना मास्क उतार कर कभी भी जायरस एकेडमी में आ सकता है। यह लड़की कहती है, मिस्टर नोट की आइडेंटिटी हम लोगों के सामने रिवील कर ली जाएगी, जिसके ऊपर हम अलग से ध्यान देंगे और इस बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। और
यही फाइनल डिसीजन है। ल्यूकस को इस बात के ऊपर भी एतराज होता है और गुस्सा करते हुए यहाँ से जाने लग जाता है। जाते हुए ल्यूकस आर्ट से कहता है, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो मुझसे 5 सिटीज हमेशा दूर ही रहना। आर्ट कहता है, बच्चे मुझसे दूर भागते हुए इस तरीके की धमकियां देना तो बुरी बात है। जैसे ही ल्यूकस यहाँ से चला जाता है, यह जज बंदा आर्ट को अलग ले आता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि इस नाटक से आपको खुशी पहुंची है मिस्टर नोट। आर्ट कहता है, बहुत अच्छा किया, सहयोग के लिए धन्यवाद। जज कहता है, हमने ये काम एकदम फ्री नहीं किया है, जिस दिन हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें बुलाएंगे और मुझे उम्मीद है तुम इस दिन को हमेशा याद रखोगे। दोस्तों, शायद से ये बंदा एडवेंचरर गिल्ड का हेड है और आर्ट इस बंदे को ठीक है कहकर यहाँ से चला जाता है। ये हेड मन में कहता है, कैस्पियन ने सही कहा था, ये बंदा सचमुच में डरावना है। जैसे ही आर्ट इस जगह से बाहर निकलता है, भाई साहब सिल्वी एक गलत जगह पर शॉट मार देती है। सिल्वी नहीं चाहती कि उसका कोई भी भाई बहन आए और कंपटीशन बढ़े। ये सभी लोग अपने अपने घर की ओर रवाना होने लग जाते हैं। तभी एलिजा कहता है, लगता है अब अपन अलग होने वाले हैं। आर्ट कहता है, अरे हाँ, तुम तो सेपाइन से नहीं हो, वैसे जब तक अपन लोग स्कूल नहीं जाते तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। एलिजा कहता है, नहीं, मेरा कोई भी इरादा नहीं है स्कूल जाने का। आर्ट कहता है, मेरे ख्याल से तो तुम एडवेंचरर इसीलिए बने ताकि तुम खुद का नाम बना सको, और अगर ऐसा है तो जायरस एकेडमी में पढ़ना बहुत ही अच्छी बात साबित हो सकती है। एलिजा कहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मैं कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट स्कूल में एडमिशन कैसे ले सकता हूँ। आर्ट कहता है, ये सब तुम अपने बड़े भाई पर छोड़ दो। आर्ट जैस्मिन से कहता है, क्या तुम एलिजा को घर तक पहुँचा सकती हो, मुझे एक दूसरा काम निपटाना है। एलिजा यहाँ से जाते हुए कहता है, नोट्स थैंक यू दोबारा से, जो कुछ भी तुमने किया है सबके लिए। जैसे ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, अपन लोग पेड़ के पीछे कैस्पियन को छुपा देखते हैं, जिसे कि आर्ट बाहर निकलने के लिए कहता है। कैस्पियन आर्ट को एक गोल्ड कॉइन से भरी थैली दे देता है और कहता है, तुम्हारा यहाँ से जाने का ये गुड बाय गिफ्ट है ताकि तुम ज्यादा सावधानियां रख सको। कैस्पियन इतना कहते हुए यहाँ से जा चुका होता है। आर्ट अपने मन में कहता है, सावधानियां, फिलहाल में मेरे लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ल्यूकस ने सिल्वी को देख लिया है। आर्ट जैसे इतना सोचता है, भाई साहब अपन लोग देखते हैं सिल्वी अपने फॉर्म को दोबारा से चेंज कर लेती है और व्हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। आर्ट कहता है, आखिर तुम्हारे पास कितने फॉर्म्स है, शायद से यही फायदा होता है एक ड्रैगन के साथ बॉन्ड होने से। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपनी नोट वाली आइडेंटिटी को छोड़ चुका है और वापस आर्ट बन चुका है और चला जाता है एक बहुत ही महंगी दुकान के अंदर एक डायमेंशन रिंग खरीदने के लिए। यह बंदा कहता है, बच्चे तुम श्योर हो, तुम कहीं गुम वुम तो नहीं गए हो, क्या तुम्हें पता है डायमेंशन रिंग कितनी महंगी आती है। आर्ट इस बंदे को अपने गोल्ड कॉइन्स दिखाता है और एक डायमेंशन रिंग खरीद लेता है, लेकिन इस रिंग की कैपेसिटी बहुत ही कम है। आर्ट ने अपने ज्यादातर गोल्ड कॉइन्स यूज कर लिए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस रिंग के अंदर मुश्किल से आर्ट की स्वाड और 20 कोर ही समा पा रहे होते हैं। इसी के साथ दोस्तों आर्ट अपने घर की ओर निकल जाता है। आर्ट अपने घर के सामने पहुंच चुका होता है और एली आर्ट को देखते के साथ ही गले लगा लेती है और उसे छोड़ने का नाम नहीं लेती। एली कहती है, ब्रदर अंदर आ जाओ। आर्ट अंदर आते हुए अपने मन में कहता है, एलेनोर तेजी से बड़ी हो रही है, तो क्या बहुत ही जल्द। ऐसा कहते हुए आर्ट एलेनोर को उसके बॉयफ्रेंड के साथ इमेजिन करता है और ये इमेजिन करके वो कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी फील नहीं करता। इतने में ही यहाँ पर तेजी से आर्ट के मदर फादर भी आ जाते हैं। रे आर्ट को उठा लेता है। आर्ट कहता है, ये क्या, आपकी दाढ़ी तो पहले से भी बड़ी लग रही है, क्या आप इनकी मदद से अपनी झुर्रियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। एलिस कहती है, हे तुम मेरे हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हो, और ऐसा कहते हुए आर्ट को गले लगा लेती है और कहती है, मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि तुम सही सलामत वापिस आ चुके हो। इतने में ही अपन देखते हैं दरवाजे के पीछे से मिस्टर विंसेंट कहते हैं, ओए हम भी आर्थर का स्वागत करना चाहते हैं। मिसेस हेस्टी मिस्टर विंसेंट को एक चपेट लगाते हुए कहती है, मैंने कहा था उन्हें फैमिली मूवमेंट एंजॉय करने देना, लेकिन फिर भी तुमने डिस्टर्ब कर दिया। अगले सीन में अपन देखते हैं सभी के सभी लोग साथ में बैठ जाते हैं। तभी एलिजा आर्ट को एक लेटर देते हुए कहता है, जैस्मिन तुम्हारे लिए ये लेटर छोड़कर ट्विन होम्स के साथ मिशन पे चली गई। इस लेटर में जैस्मिन ने बहुत ही शॉर्ट में लिखा होता है, आर्थर बहुत ही मजा आया, इसलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, सिंसियर जैस्मिन। भाई लोगों, जैस्मिन सिंसियरली से पहले लव वगैरह कुछ लिख रही थी, इसका क्या मतलब हो सकता है दोस्तों, समझ रहे हो? Oh my God!
आर्ट कहता है काश जैस्मिन थोड़ी देर के लिए और रुकती, लेकिन अब जैस्मिन तो जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक और शख्स गायब है। इतने में मिस्टर विंसेंट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके कहते हैं अगर तुम लिलिया के बारे में जानना चाहते हो तो वो जायरस एकेडमी ज्वाइन कर चुकी है। मिसेस हेस्टी मिस्टर विंसेंट के बाल खींचते हुए कहती है ये बात आर्थर को मैं बताना चाहती थी। आर्थर, ये सब कुछ तुम्हारी कारण से हुआ है, इसी कारण से हम हमेशा तुम्हारे कर्ज में रहेंगे। इतने में ही रे चिल्लाकर कहता है अब अपन सभी लोग यहाँ पर मौजूद है तो क्यों न तुम अपनी डंजन रेड के बारे में बताओ। आर्ट और एलिजा मिलकर सब कुछ बता देते हैं और ये सब जानने के बाद सभी के सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। मिसेस हेस्टी कहती है एल्डरवुड गार्डियन, तुमने एक ऐसे मानव बिस्ट को मारा है जिसके नाम का इस्तेमाल मेरे पेरेंट्स मुझे बचपन में डराने के लिए करते थे। आर्ट कहता है फादर, वैसे आप किस स्टेज पर हो? रे कहता है जब से तुम यहाँ पर गए हो मैं डार्क ऑरेंज स्टेज पर ही अटका हूँ। मैं अपने माना को जितना भी प्यूरिफाई करता हूँ लेकिन इसके बावजूद भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसा सुनते के साथ ही आर्ट एल्डरवुड गार्डियन का माना को रे को दे देता है। अगर ऐसी बात है तो फादर आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इसकी मदद से आप आसानी से आगे बढ़ जाओगे। रे के लिए ये माना कोर बहुत ही वैल्यूबल होता है। रे कहता है आर्ट, मैं ये तुमसे कैसे ले सकता हूँ, तुमने इसके लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली है। मिसेस हेस्टी कहती है एलिस, तुम्हारा बेटा तो बहुत ही अनोखा तोहफा लाया है, मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कि एस क्लास कोर कितना महंगा बिक सकता है। आर्ट कहता है फादर, इसे आप रख लीजिए, मेरी बराबरी करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मैं आपको बहुत ही पीछे छोड़ दूं? आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैं ऑलरेडी लाइट ऑरेंज स्टेज पर पहुंच चुका हूं। और ये सुनकर दोबारा से ये लोग चौंक जाते हैं। रे कहता है ठीक है तो फिर, लेकिन अगली बार अगर मैं तुम्हें हरा देता हूं तो इस बात को लेकर रोने मत लग जाना। अगले सीन में अपन देखते हैं एलिजा मस्त से नहा रहा होता है, लेकिन आर्ट अंदर घुसता है और बेचारे एलिजा को छेड़कर बाहर आ जाता है। आर्ट कहता है सिल्वी, पिछले 2 सालों में अपन लोग काफी कुछ देख चुके हैं, है ना? सिल्वी कहती है हाँ, सिल्वी तो पापा से भी ज्यादा ऊंची हो चुकी है। इतने में एलिजा नहाकर बाहर आ जाता है और कहता है आर्ट तुम भी नहा लो। आर्ट कहता है मैंने अंकल विंसेंट से कुछ बातें की है और तुम्हें स्पॉन्सर करने के लिए भी कहा है, जो कि वो मान चुके हैं। ऐसा सुनते के साथ ही एलिजा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता है। सोते वक्त भी एलिजा कहता है मुझे तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं भी जायरस एकेडमी में पढ़ने वाला हूँ। आर्ट कहता है आइस और लाइटनिंग मैजिक के बारे में जानना मेरे लिए फायदे वाली बात होगी। अभी भी इन दोनों को कंट्रोल करने में बहुत ही मेहनत लगती है, मेरा बहुत सारा माना खर्च हो जाता है। एलिजा कहता है वैसे क्या तुमने सोचा है कि तुम ल्यूकस के साथ क्या करोगे? आर्ट कहता है ल्यूकस को कोई भी अंदाजा नहीं है कि उसका पाला किसके साथ पड़ चुका है, लेकिन जब तक मैं उसकी पूरी की पूरी फैमिली से ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाता मैं उसे उसी के हाल पर रहने दूंगा। आर्ट के इतना कहते ही भाई साहब अपन लोग देखते हैं आर्ट ने यहाँ पर तकियों की दीवार बना ली है। नहाते वक्त भी एलिजा आर्ट से अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है और अभी भी कहीं दोस्तों इसका मतलब आर्ट कहता है वैसे अगर मैं लड़की होता तो तुम्हें अच्छा लगता क्या? एलिजा कहता है गधे कहीं के सो जाओ। फिर इसके थोड़ी देर बाद में एलिजा पूछता है वैसे अब लड़की की बात निकल ही चुकी है तो तुम्हें क्या लगता है जायरस एकेडमी में कोई मुझे गर्लफ्रेंड मिल सकती है क्या? आर्ट कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाएगी जो कि चश्मा पहनती हो और उसके काले बाल हो। फिर आगे जाकर तुम दोनों की शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही होंगे, काले बालों वाले और चश्मा वाले। एलिजा कहता है एक बात तो श्योर है, तुम्हारे प्रिंस की तरह एटीट्यूड के कारण तुम्हें तो लड़कियों की कोई भी कमी नहीं रहने वाली। आर्ट कहता है मुझे जलन की बदबू आ रही है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी एज की लड़कियां मुझे एकदम बच्चियों की तरह दिखाई देती है। इसी के साथ ये दोनों सो जाते हैं। अगले सीन में अपन देखते हैं सुबह हो चुकी होती है और मिस्टर विंसेंट आर्ट से कहते हैं तुम किसी इन्वेंटर से मिलना चाहते थे, है ना? मेरा एक इन्वेंटर के साथ कॉन्टेक्ट हो चुका है जिसका नाम है गाइडियन। गाइडियन सिर्फ एक इन्वेंटर ही नहीं बल्कि एक रिसर्चर और एक फेमस आर्टिफिसर भी है। 3 दिनों बाद वो जायरस सिटी में वापस आने वाला है, तब तुम उससे मिल सकते हो। आर्ट कहता है चलो बढ़िया है, लेकिन 3 दिन बाद क्या कुछ होने वाला है? मिस्टर विंसेंट कहते हैं क्या तुमने इस बारे में कुछ भी नहीं सुना? तीनों रेसेस की रॉयल फैमिलीज आपस में कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है डाउनटाउन स्क्वायर में। इतने में ही यहाँ पर रे आ जाता है जो कि मिस्टर विंसेंट से कहता
कहता है तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, तुम्हें तो सुबह सुबह एक मीटिंग में जाना है। ऐसा सुनते ही मिस्टर विंसेंट तेजी से यहाँ से भाग जाते हैं। तभी आर्ट कहता है फादर वैसे आपकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? रे कहता है अब मैं ऑफिशियली सॉलिड ऑरेंज स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। वैसे मुझे एक और बात याद आई, इस माना कोर के अंदर से मैं सब कुछ एब्जॉर्ब कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये टूटा नहीं। आर्ट ये माना कोर ले लेता है। तभी रे कहता है सन एक बार दोबारा से तुम्हारा धन्यवाद, और इतना कहकर रे यहाँ से चला जाता है। आर्ट इसी माना कोर के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कितनी अजीब बात है, आखिर ये टूटा कैसे नहीं? ऐसा सोचते हुए वो गार्डन में आ जाता है। ऐसा कहते हुए आर्ट मेडिटेट करने लग जाता है और इस माना कोर के ऊपर फोकस करने लग जाता है। और भाई साहब लिटरली दोस्तों में कब से यही सोचे जा रहा था। आर्ट को इस माना कोर के अंदर दिखाई देती है एस क्लास माना बीस्ट एल्डरवुड गार्डियन की विल। आर्ट ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या ये पॉसिबल है अगर किसी तरीके से मैं दो विल के साथ बॉन्ड हो जाऊं? इस बारे में पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ऐसा कहते हुए आर्ट दोबारा से मेडिटेट करता है और एल्डरवुड गार्डियन के सामने चला जाता है। लेकिन तभी अपन देखते हैं आर्ट के पीछे सिल्विया की इमेज दिखाई देने लग जाती है जो कि एल्डरवुड गार्डियन पे हमला कर देती है। तभी अचानक से आर्ट बाहर आ जाता है और कहता है अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाता तो ऐसे में सिल्विया की विल एल्डरवुड गार्डियन को खत्म कर देती। आर्ट अपने मन में वीरियन की बात याद करता है जो कि कहते हैं एक मेज को बीस्ट विल के साथ कंपेटिबल होना रहता है उसके साथ बॉन्ड होने के लिए। इसी कारण से आर्ट के फादर की बॉन्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि आर्ट के फादर अपन लोग कह सकते हैं कमजोर है। आर्ट कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे ये अच्छे से पता है कि ये विल किसको देनी चाहिए। आर्ट के दिमाग में टेसिया का ख्याल आता है। आर्ट सोच रहा होता है कि आखिर वो क्या कर रही होगी। इसी के साथ आर्ट के ट्रेनिंग करते हुए और मस्ती मजाक करते हुए वो दिन आ जाता है जिस दिन तीनों रेसेस के किंग्स के बीच में अनाउंसमेंट होने वाली है। एलिजा कहता है मैं यहाँ पर आसपास के स्टोर्स चेक करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर आर्ट कहता है क्या तुम्हारे पास पैसे है कुछ भी खरीदने के लिए? एलिजा ताना मारते हुए कहता है मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, मैंने जो भी डंजन से कमाया है उन्हें बचा कर रखा है। आर्ट मिस्टर विंसेंट के साथ गार्डियन से मिलने के लिए चला जाता है और सिल्वी को एलिजा के साथ छोड़ देता है। आर्ट जैसे ही गार्डियन की जगह पर आता है आर्ट कहता है आखिर ये बदबू किस तरीके की है और आखिर वहाँ पर क्या हिल रहा है। तभी इस कपड़ों के ढेर के अंदर से एक बंदा निकलता है और यही बंदा है जिसका नाम है गार्डियन। गार्डियन कहता है विंसेंट आजकल मैं परेशान हो चुका हूँ बहुत सारे लोगों से मिल कर। मैं कई सारी रॉयल फैमिली से भी मिल चुका हूँ जो कि मुझे बहुत दूर दूर तक बुलाती रहती है और मुझे ट्रेवल करना पड़ता है लंबी लंबी ओशियंस के थ्रू। वैसे विंसेंट तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है? ऐसा सुनकर आर्ट अपना एक शानदार सा इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन गार्डियन आर्ट को गंदा इग्नोर कर देता है और कहता है विंसेंट तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? तुम्हें पता है ना कि मैं स्टूडेंट्स नहीं रखता। मिस्टर विंसेंट कहते हैं कि ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये तुमसे क्यों मिलना चाहता था। आर्ट कहता है कुछ है जो कि मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन आपने कहा कि आपको एक उपाय की जरूरत है लंबी लंबी दूर ओशियंस के थ्रू ट्रेवल करने के लिए, है ना? शायद से एक्सप्लेन करने से ज्यादा बेटर होगा आप लोगों को दिखाना। ऐसा कहते हुए आर्ट यहाँ पर कुछ न कुछ तो ड्रॉ करने लग जाता है। गार्डियन आगे बढ़ते हुए कहता है मैं नहीं जानता तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम है वो तुम जैसा एक बच्चा तो नहीं सोल्व कर सकता। तभी गार्डियन देखता है कि आर्ट ने क्या बनाया है और ये देखकर गार्डियन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आर्ट ने अपने पुराने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए बनाया है स्टीम इंजन। गार्डियन कहता है इसे चलाने के लिए माना की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बारे में मैंने कभी क्यों नहीं सोचा, लेकिन एक मिनट रुको जरा, यहाँ पर तो ये चीज गायब है। आर्ट कहता है मैंने जानबूझकर इन चीजों को छोड़ा है ताकि अपन लोगों के बीच में नेगोशिएशन हो सके। गार्डियन कहता है तो इसके बदले में तुम्हें कुछ चाहिए, है ना? ऐसा कहते हुए गार्डियन आर्ट को एक वैल्यूबल जेम दिखाता है। यहाँ पर मौजूद एक छोटी सी छोटी चीज भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर सकती है। आर्ट इस जेम को देखता है और कहता है ये अच्छी है लेकिन मेरे लायक नहीं है। यह जेम माना को स्टोर रखने की कैपेसिटी रखता है। फिर इसके बाद गार्डियन एक मिरर दिखाता है जो कि माना को डिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन आर्ट के लायक ये भी नहीं होता।
इसके बाद गाइडियन आर्ट के सामने नाच रहा होता है और अपनी अलग अलग चीजें दिखा रहा होता है, लेकिन आर्ट को एक में भी इंटरेस्ट नहीं होता। गाइडियन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी चीजें जबरदस्ती आर्ट को देने लग जाता है, लेकिन कोई भी बात नहीं बनती। तभी गाइडियन लास्ट ऑप्शन के तौर पर अपनी साइड से सबसे बेस्ट चीज दिखाता है, जो कि होती है पेंडेंट्स। गाइडियन कहता है ये किसी आम व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए गए हैं, ये रॉयल फैमिलीज के लिए है। इसे बनाने के लिए फोनिक्स वायम नाम के ऐसे माना बीस्ट का इस्तेमाल किया गया है जो कि ड्रैगन्स जितना रेयर है। इसकी वैल्यू किसी भी ऑर्डिनरी एस क्लास माना कोर से कहीं ज्यादा है। इस पेंडेंट की एबिलिटी है कि इसे पहनने वाले को जैसे ही खतरा आता है वो फोनिक्स वायम की तरह अपने आप को बचाने के लिए एक मजबूत ककून में पैक हो जाता है। और सबसे बेस्ट बात है, अगर किसी तरीके से ककून टूट जाता है तो ऐसे में इसके माना की मदद से पेंडेंट पहनने वाला आदमी एकदम सेफेस्ट जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। मेरी हाइपोथेसिस के हिसाब से ये 2 बार काम में आ सकता है। ऐसा सुनकर आर्ट अपने मन में कहता है ये एली और मदर के लिए बेस्ट चीज साबित हो सकती है। गाइडियन कहता है ये चीज बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है और ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि तुम्हें स्टीम इंजन का आइडिया कहाँ से आया और इसके बारे में तुम मुझे क्यों बता रहे हो, आखिर तुम्हारा पर्पस क्या है। आर्ट कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी सिस्टर को एक अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूँ। वैसे भी ये चीज मैं तुम्हारे सामने तब तक रिवील नहीं करने वाला जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा कि तुम इसका इस्तेमाल किस चीज में करने वाले हो। गाइडियन कहता है अगर ऐसी बात है तो आज होने वाली अनाउंसमेंट से तुम्हें पता चल जाएगा। आर्ट कहता है मैं श्योर हूँ जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में अनाउंस होने वाली है वो तुम जैसे बंदे को ऑलरेडी पता होगी। गाइडियन कहता है ठीक है, मुझे जो कुछ भी पता है मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के बदले में तुम पेंडेंट्स तो नहीं लोगे। भाई ये आर्ट कुछ ज्यादा ही चालू बंदा है। इस बंदे को बहुत अच्छे से पता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन की कितनी ज्यादा वैल्यू है। इस कारण से ये बेचारे गाइडियन को एक तरफ से ब्लैकमेल कर रहा होता है। गाइडियन कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, पिछले साल की बात है, हमें सबूत मिला है। एक्चुअली में सबूत नहीं बल्कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। अपने डिकेथिन कॉन्टिनेंट के अलावा भी एक दूसरा कॉन्टिनेंट पाया गया है। भाई लोगों ये सीरीज भी मुझे हंटर एक्स हंटर की याद दिला रही है। भाई इसके अंदर भी न्यू कॉन्टिनेंट था, लेकिन शेट उसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी। क्या ही तो सीन हो गया था यार। आर्ट और मिस्टर विंसेंट हैरान हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर विंसेंट को न्यू कॉन्टिनेंट के बारे में ऑलरेडी पता था, लेकिन वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थे। लेकिन गाइडियन के कारण से अब वो भी श्योर हो चुके हैं। गाइडियन कहता है कुछ सालों पहले की बात है, हम लोगों ने एक बर्ड की तरह ऐसे मानाबिस्ट को खोजा जिसके पास एक आर्टिफैक्ट था जो कि इस कॉन्टिनेंट का नहीं लग रहा था। वो मानाबिस्ट उड़ सकता था और अपने आप को पूरी तरीके से गायब कर सकता था। हम लकी थे जिस कारण से हमारे हाथ में वो लग गया। उसके ऊपर जो आर्टिफैक्ट लगा था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, जिसके बारे में पता करने के लिए मुझे टाइम लगा और पिछले साल मैंने ये फिगर आउट किया है। क्या तुम इस इंफॉर्मेशन की वैल्यू समझ पा रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ रॉयल फैमिलीज को ही पता है। आर्ट कहता है अगर ऐसी बात है तो ऐसे में तो मेरा ब्लूप्रिंट इस इंफॉर्मेशन से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि इस बारे में तो रॉयल फैमिलीज तक को भी नहीं पता है। वैसे मुझे ये बताओ वो आर्टिफैक्ट आखिर कर क्या सकता है। गाइडियन बहुत ही चिढ़ते हुए जवाब देता है उस आर्टिफैक्ट की एबिलिटी है कि वो मूविंग इमेजेस को रिकॉर्ड और स्टोर कर सकता है। ये सब देखते हुए मिस्टर विंसेंट अपने मन में कहते हैं तो महान गाइडियन भी आर्थर के सामने नहीं टिक पा रहा है। भाई लोगों ऐसा क्यों लग रहा है कि जो भी गाइडियन ने कहा है, गाइडियन एक कैमरे की बात कर रहा है, मतलब एक मॉडर्न टाइम के कैमरे की बात। शायद कहीं पर ऐसा तो नहीं कि जो इन लोगों का डिकेथिन कॉन्टिनेंट है वो कहीं पर दूर बसा है और जो मेनलैंड है वो अलग है, जो कि इन लोगों से ज्यादा आधुनिक है, मॉडर्न है। आर्ट कहता है तुम इतनी सी बात पर यह सोच रहे हो कि नया कॉन्टिनेंट मौजूद है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहीं पर किसी आर्टिफिशियर ने उस चीज को बनाया हो। इसका जवाब गाइडियन नहीं देता बल्कि मिस्टर विंसेंट कहते हैं तुम जिस इंसान के सामने खड़े हो वो डिकेथिन की हिस्ट्री का सबसे महान आर्टिफिशियर है। इसके बाद में गाइडियन बताता है कि उस आर्टिफैक्ट के अंदर ऑलरेडी तीनों रेसेस के वीडियो रिकॉर्डेड है। आर्ट कहता है ठीक है फिर मेरे स्टीम इंजन की मदद से देखते हैं कि नए कॉन्टिनेंट में क्या मौजूद है। इसी के साथ आर्ट स्टीम इंजन का ब्लूप्रिंट
ब्लूप्रिंट कंप्लीट कर देता है और गार्डियन को देकर मिस्टर विंसेंट और आर्ट आ जाते हैं। मिस्टर विंसेंट कहते हैं, मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक स्टीम इंजन की मदद से बड़ी सी शिप बनाकर उसे कैसे खींचा जा सकता है। आर्ट अपने मन में कहता है, इस वर्ल्ड के लोग माना के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है, इस कारण से इन लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। इतने में ही यहाँ पर सिल्वी और एलिजा भी आ जाते हैं। एलिजा कहता है, मैं तो इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने एल्डर रेडिस से पता किया कि तीनों ही किंगडम्स एक होने की बात करने वाले हैं। आर्ट अपने मन में कहता है, अगर ऐसी बात है तो यूनिफिकेशन और नए कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी, ये दोनों बातें लिंक्ड है। आर्ट अपने मन में जैसे इतना कहता है, अपन लोग देखते हैं इन तीनों की नजर एक बच्चे पर पड़ती है जिसे कि यहाँ पर के इंसान मारपीट रहे होते हैं। यह बंदा गिरे हुए लड़के से कहता है, कितनी बेकार बात है, अब ड्वार्व भी जायरस एकेडमी में आने लग गए हैं। ऐसा कहते हुए ये लड़के इस ड्वार्व बच्चे को और भी मारने लग जाते हैं, लेकिन फटाक से यहाँ पर एलिजा आ जाता है जो कि इस ड्वार्व बच्चे को बचा लेता है। एलिजा गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। इतने में ही ये बंदा एलिजा को एक चपेट मारकर बेचारे की चश्मा ही उड़ा देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मजे को खराब करने की, और एक मिनट रुको जरा, तुम्हारे ऊपर भी तो ड्वार्व का सिंबल है। यह सब देखते हुए मिस्टर विंसेंट गार्ड्स को बुलाने लग जाते हैं, लेकिन अचानक से आर्ट मिस्टर विंसेंट को रोक देता है। इधर एलिजा अपने मन में कहता है कि अगर मैं यहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ तो ऐसे में मिस्टर विंसेंट और आर्थर को दिक्कत आ सकती है। यह बंदा एलिजा के बालों को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे इस ड्वार्व सुअर भाई के साथ हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगा। ऐसा कहते हुए ये बंदा एलिजा के ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन इतने में ही आर्ट सामने की ओर आता है। ये लड़के आर्ट से कहते हैं, क्या तुम भी सबक सीखना चाहते हो। आर्ट आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं भी खेलने के लिए तैयार हूँ। Meanwhile, अपन देखते हैं जायरस सिटी के अंदर एक रथ को, जिसके अंदर बैठा होता है प्रिंस कर्टिस। कर्टिस कहता है, मैं ये बात तो समझ सकता हूँ कि मैं मदर और फादर के साथ नहीं जा पाया, लेकिन क्या इतनी बेकार तरीके से मेरे को ट्रेवल करवाना सही है। ये गार्ड कहता है, ये सब कुछ किंग के कंफर्ट के लिए किया जा रहा है और प्रिंसेस कैथलीन ने क्लियर कहा था कि वो किसी का भी ध्यान नहीं खींचना चाहती। तभी अपन देखते हैं प्रिंसेस कैथलीन को। दोस्तों, शी इज सो ब्यूटीफुल, लेकिन आफ्टर द टेसिया। कैथलीन कहती है, मैंने तो ये भी कहा था कि मैं बिल्कुल भी आना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मुझे आना पड़ा। कर्टिस कहता है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारे लिए मैं हूँ, नहीं तो तुम तो दिन भर सिर्फ लाइब्रेरी में ही पड़ी रहती हो। कैथलीन कहती है, लेकिन तुम तो सिर्फ मुझे इसलिए लाए हो क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड ने आने से मना कर दिया था। कर्टिस कहता है, इस बात को छोड़ो छाड़ो, वैसे मुझे ग्रोडर को पैलेस में ही छोड़ना पड़ा, अगर मैं अनाउंसमेंट के दौरान उसकी सैर करता तो मजा ही आ जाता। यह गार्ड कहता है, आपका बॉन्ड इस रथ जितना बड़ा है जिसकी की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, इसी कारण से ये सेफ्टी पर्पस के लिए है। इतने में ही अपन देखते हैं कैथलीन की नजर पड़ती है बाहर आर्ट के ऊपर, जो कि उन बच्चों को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। मिस्टर विंसेंट ये देखकर घबरा जाते हैं और इन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि ये आर्ट से लड़ने के चक्कर में मरमुरा ना जाए। ये बच्चे हंसते हुए कहते हैं, कितनी शर्म की बात है, एक बड़े आदमी को इसकी मदद करनी पड़ रही है इसे बचाने के लिए। मिस्टर विंसेंट अपने मन में कहते हैं, गधों, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। इतने में ही आर्ट मिस्टर विंसेंट को साइड में कर देता है। यह बंदा आर्ट की ओर आगे बढ़ता है हमला करने के लिए, लेकिन आर्ट बहुत तेजी से अपनी लकड़ी को स्विंग करता है और इस बंदे को ढेर कर देता है। सामने वाले बच्चे बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन इस बच्चे को चुल होती है। ये कहता है कि वो ऑफ गार्ड था, इसी कारण से हार गया, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक नोबल और तुम जैसे के बीच में क्या फर्क होता है। ऐसा कहते हुए ये बंदा बहुत तेजी से आर्ट के चारों तरफ घूमने लग जाता है आर्ट के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन आर्ट मस्त तरीके से इस बंदे के पिछवाड़े पर डंडा खींच के मारता है, जिससे कि डंडा और पिछवाड़ा दोनों ही टूट जाते हैं। आर्ट अपने हाथों से लड़ने का ही डिसाइड करता है और आगे बढ़ने लग जाता है। तभी ये तीसरा बंदा अपने मन में कहता है, एक ट्राइडेंट फिस्ट सबसे मजबूत होता है, इस बच्चे को सबक सिखाना होगा, लेकिन
लेकिन इतने में ही ये बंदा आर्ट का प्रेशर फील करता है। ये बंदा चौंक जाता है और मन में कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरीके का प्रेशर तो मेरे फादर का भी नहीं है। और जैसे ये बंदा आर्ट के ऊपर अपने फिस्ट से हमला करता है, उससे भी पहले आर्ट इसी को एक जोर का मुक्का बजा देता है। इन लोगों का खेल खत्म हो चुका होता है, इसी कारण से आर्ट यहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी ये तीसरा बंदा वाटर मैजिक से आर्ट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर प्रिंसेस कैथलीन आ जाती है, जो कि आर्ट को बचा लेती है। तभी कैथलीन एक पुरानी मेमोरी को याद करते हुए कहती है, पहले मुझे लगा कि ये लड़का भी मेरे भाई और उसके दोस्तों की तरह एकदम बचकाना है, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि मैं गलत हूँ। ये उस तरीके का इमेच्योर लड़का नहीं है जिस तरीके के लड़कों को मैं पसंद नहीं करती। इतने में कर्टिस भी आ जाता है, जो कि चिल्लाकर कहता है, आखिर ये किस तरीके की हरकत है। ये बच्चे प्रिंस और प्रिंसेस को देखकर डर जाते हैं और झुककर कहते हैं, यूर मेजेस्टी, मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी ये बंदर आया और बिना कारण के हमें मारने लग गया। प्रिंसेस अपने मन में कहती है, ये बात जस्टिफाई नहीं करती, ऐसे में ये ड्वार्फ बंदा क्यों घायल है। कर्टिस गुस्सा करते हुए आर्ट से कहता है, क्या ये बात सच है। कैथलीन अपने मन में कहती है, बेवकूफ ब्रदर, इनकी बातों पे इतनी आसानी से भरोसा मत करो। आर्ट एकदम कर्टिस के मुंह पर कहता है, व्हाट अ जोक। और ऐसा सुनकर गार्ड गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस से इतने कैजुअली बात करने की। आर्ट इस गार्ड का हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही सीरियस होकर कहता है, जब भी मैं कोई बकवास सुनता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। ये गार्ड अपने मन में हैरान होकर कहता है, इतना छोटा बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे। इतने में मिस्टर विंसेंट सामने आ जाते हैं। कर्टिस मिस्टर विंसेंट को पहचान जाता है। मिस्टर विंसेंट कहते हैं, मेरे भतीजे को माफ कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर ये बच्चे लोग हैं जो कि झूठ बोल रहे हैं। कर्टिस इस बंदे की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की, तुम्हारा नाम क्या है। यह बंदा कहता है, यूर मेजेस्टी, मेरा नाम जेमियल है, ट्राइडेंट हाउस का पहला वारिस। यह सुन के कर्टिस अपने मन में कहता है, अगर ये ट्राइडेंट हाउस से है तो ऐसे में दिक्कत खड़ी हो सकती है। ट्राइडेंट हाउस एक बड़ा डोनर है हमारी फैमिली और जायरस एकेडमी दोनों के लिए। इतने में ही प्रिंसेस अपना मुंह खोलती है, जो कि जेमियल के मैजिक यूज के ऊपर बैन लगाने वाली होती है, लेकिन कर्टिस कैथलीन को रोक देता है और कहता है, किसी को भी सीरियस इंजरी नहीं हुई है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो सभी इस मैटर को खत्म करो। जेमियल खुश होते हुए अपने मन में कहता है, जितना गोल्ड मेरे फादर इस किंगडम में बहाते हैं उस हिसाब से प्रिंस भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। इतने में ही आर्ट कहता है, अंकल विंसेंट, आपके पास 2 वे कम्युनिकेशन स्क्रोल है ना। आर्ट इस स्क्रोल को ले लेता है और कहता है, सिंथिया गुड स्काई। ऐसा सुनकर जेमियल अपने मन में कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई जायरस एकेडमी की डायरेक्टर को डायरेक्ट कॉल करने की। जैसे ही डायरेक्टर सिंथिया सामने आती है, आर्थर कहता है, ये मैं हूँ आर्थर लेवाइन। यह सुन के डायरेक्टर सिंथिया बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, मैं खुश हूँ तुमने मुझसे बात करी, बहुत ही लंबा समय हो चुका है। जिस टोन में डायरेक्टर सिंथिया ने आर्ट से बात की होती है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आर्ट कहता है, मैं जेमियल ट्राइडेंट और उसके दोस्तों के ग्रुप को जायरस एकेडमी से बाहर निकलवाना चाहता हूँ, रेस के नाम पर बुली करने के लिए और लीथल मैजिक इस्तेमाल करने के लिए, और वो भी सिटी के बीचों बीच में। जेमियल ट्राइडेंट का नाम सुनते ही डायरेक्टर सिंथिया भी थोड़ी हैरान हो जाती है। ये देखते हुए जेमियल अपने मन में कहता है, भले ही ये डायरेक्टर को पर्सनली थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी न है डायरेक्टर मेरे खिलाफ में डिसीजन लेंगी। मेरी फैमिली ने काफी कुछ दिया है इनकी एकेडमी को। आर्ट कहता है, ये इसके बदले में है अगर आप अभी भी मुझे अपनी एकेडमी में अटेंड कराना चाहती है। ऐसा सुनते के साथ ही डायरेक्टर सिंथिया कहती है, ठीक है, वो लोग निकल चुके हैं। एक बार इन सभी का रिएक्शन देखो, इन साइड वालों की हालत ही खराब हो चुकी है। कर्टिस आर्ट से कहता है, मुझे माफ करना मेरे बिहेवियर के लिए, मुझे किसी पे भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। आर्ट कहता है, मुझे भी माफ करना, मैं भी अपने इमोशन से कंट्रोल खो बैठा था। कर्टिस कहता है, अच्छा हुआ वो लोग जायरस एकेडमी से निकल गए, इस कॉन्टिनेंट के ऊपर रेसिज्म की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए कर्टिस अपने रथ में वापस आ जाता है और कैथलीन से बातचीत करने लग जाता है, लेकिन कैथलीन कर्टिस को सिर्फ इग्नोर कर रही होती है और आर्ट को ही देखे जा रही होती है।
एकदम से कैथलीन उठ जाती है और आर्ट से कहती है, क्या तुम किसी दिन साथ में टी पीना चाहोगे? आर्ट जवाब देता है, ठीक है। कैथलीन जाते हुए कहती है, स्कूल में मिलते हैं। भाई अभी अभी जो हुआ होता है उसके ऊपर एक बार एलिजा का रिएक्शन देखो और उसके बाद में कर्टिस का भी रिएक्शन देखो। अब दोस्तों क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब आर्ट को सिर्फ एलिजा के ऊपर रिस्क फैलाने की जरूरत है, फिर इसके बाद में वो तीनों रेसेस के किंगडम को कंट्रोल कर सकता है। और अगर भाई लोगों ऐसा भी नहीं होता तो ये कमीना आर्ट एल्फ किंगडम और ह्यूमन किंगडम के बीच में वॉर करा के ही मानेगा। अगले सीन में अपन देखते हैं फाइनली वो टाइम आ चुका होता है जब अनाउंसमेंट होने वाली है। आर्ट अपने मन में कहता है बहुत जल्द इन सभी लोगों को पता चलने वाला है न्यू कॉन्टिनेंट के बारे में, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है कि वो कॉन्टिनेंट न जाने कब से अपने ऊपर नजर रख रहा है। क्या मैंने ये सही किया अपनी पहुंच को स्टीम इंजन की मदद से न्यू कॉन्टिनेंट तक बढ़ाकर? इसी के साथ यहाँ पर मैजिक के जरिए एक बहुत ही बड़ी प्रोजेक्टर की तरह स्क्रीन आ जाती है जहाँ पर अपन देखते हैं तीनों रेसेस के किंग्स और क्वींस मौजूद होती है। किंग अनाउंस करते हैं पहले जो कुछ भी हुआ था उन सभी बातों को भूल भुलाकर अब टाइम आ चुका है यूनिटी बनाने का। 2 साल पहले हमने ये अलाउ कर दिया था कि सेपाइन के अंदर कोई सी भी रेस एडवेंचरर बन सकती है। इसके बाद अपन लोगों ने ये माइलस्टोन अचीव करी कि जायरस एकेडमी के अंदर कोई सी भी रेस स्टडी कर सकती है। मुझे पता है आप लोगों के लिए पुरानी दुश्मनी को भुलाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है। इसके बाद एल्फ किंग कहते हैं किंग ग्लाइडर पहले ही काफी कुछ बता चुके हैं, लेकिन अभी भी अपने कॉन्टिनेंट में बहुत सारी जगह ऐसी है जिसे कि एक्सप्लोर नहीं किया गया है, वो जगह खतरनाक है। और इसके अलावा आज के दिन हम यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि एक नए कॉन्टिनेंट पाए जाने के सबूत मिले हैं। ऐसा सुनते के साथ ही लोगों के बीच में हलचल मच जाती है। एल्फ किंग आगे कहते हैं हम खुद भी उस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वहाँ पर मिस्ट्रीज, एडवेंचर और खतरे सब कुछ ही मौजूद हो सकता है। ऐसा पता लगा है कि वो लोग यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और लगता है दोनों साइड पर ही ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है जिससे कि एक दूसरे तक पहुंचा जा सके। इतने में ही एकदम से ड्वार्फ किंग उठकर कहते हैं चुप हो जाओ। जैसा कि आल्डविन ने सभी लोगों को बताया अपन उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसी कारण से अब टाइम आ चुका है आपस की लड़ाई को बंद करके साथ खड़े होने का। भले ही अपन तीनों की रेसेस अलग है, लेकिन अपन सभी डिकेथिन कॉन्टिनेंट पे ही पैदा हुए हैं और मुझे इस बात के ऊपर प्राउड है डिकेथिन कॉन्टिनेंट से होने का। मैं चाहता हूँ कि अपनी न्यू जनरेशन भी ऐसा ही फील करे, तो मुझे बताइए आप कैसा फील करते हो? ऐसा सुनते ही सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। ड्वार्फ किंग आगे कहते हैं कि तीनों रेसेस को काम करने के लिए बहुत ही एफर्ट और टाइम लगने वाला है, इसी कारण से हम लोग 6 लोगों को आगे कर रहे हैं जो कि ये काम करने में मदद करेंगे। रॉयल फैमिलीज का मानना है ये 6 लोग सबसे बहादुर, इंटेलिजेंट और पावरफुल है। इन 6 लोगों का काम होगा साथ मिलकर डिकेथिन की सेफ्टी को मैक्सिमाइज किया जाए। इन 6 लोगों को 6 लांसेस कहा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों ये 6 लांसेस सामने आते हैं और रिंग पहनते हैं। और भाई साहब इन 6 लेंसेस में से एक बंदा होता है ल्यूकस का बड़ा भाई, जिसका की नाम है बेरन वाइक्स। बेरन को देखकर आर्ट अपने मन में कहता है ल्यूकस के धोखे के कारण हमारे साथियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और फैमिली पावर के कारण से ल्यूकस को उसकी गलती की कोई भी सजा नहीं मिली। मुझे ऑलरेडी वार्निंग मिल चुकी है कि अगर मैं कुछ भी ल्यूकस के साथ करता हूँ तो उसके बड़े भाई के कारण मुझे अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। और अब ल्यूकस का बड़ा भाई ना ही सिर्फ एक पावरफुल मेज है बल्कि अब एक लांस भी बन चुका है। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं शाम के टाइम पर आर्ट तैयार हो रहा होता है अपनी सिस्टर की बर्थडे पार्टी के लिए। मिस्टर विंसेंट ने एली की बर्थडे पार्टी पर भी काफी खर्चा किया होता है और इधर हम देखते हैं एलिजा एक लड़की के सामने फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन एलिजा गलती से खुद के शर्ट पर जूस गिरा लेता है जिससे कि उसका इंप्रेशन इस लड़की के सामने खराब हो जाता है। थोड़ी ही देर
देर बाद रे आर्ट और एली को साथ में डांस करने के लिए अनाउंसमेंट कर देता है और ये देखकर एलिस अपने मन में कहती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, इन लोगों ने कोई भी प्रैक्टिस थोड़ी न की है। एली कहती है, मदर अब मैं क्या करूं, मैं डांस थोड़ी न कर सकती हूँ। लेकिन इतने में ही आर्ट आगे आता है और एली को डांस कराने के लिए सामने लेके चला जाता है। आर्ट को अपनी पिछली लाइफ के डांस लेसन्स याद होते हैं, इस कारण से आर्ट एली से इतना अच्छा डांस करवाता है कि सभी के सभी लोग बस देखते ही रह जाते हैं। जैसे इन लोगों का डांस खत्म हो जाता है, अपन लोग देखते हैं भाई साहब यहाँ पर गाइडियन आ जाता है, जो कि आर्ट से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसी मोमेंट पर अपन बाहर की साइड देखते हैं भाई साहब अपनी टेसिया को, जो कि आर्ट की सिस्टर के लिए प्रेजेंट छोड़कर यहाँ से चली जाती है। टेसिया आर्ट से यहाँ पर नहीं मिलती क्योंकि टेसिया चाहती है कि वो आर्ट से स्कूल में मिले। तो फाइनली दोस्तों, माय प्रिंसेस टेसिया इज बैक। इधर की साइड पर गाइडियन आर्ट से कहता है, जो ब्लूप्रिंट तुमने दिया था उसकी मदद से जो डिजाइन मैंने सबमिट किया है उसे काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर काउंसिल से मतलब किंग्स एंड क्वींस से ही है, मतलब इन्हीं लोगों से अप्रूवल मिल चुका है शिप बनाने का या फिर स्टीम इंजन से कुछ भी। आर्ट कहता है, कांग्रेचुलेशन, तुम्हें तो इसके बदले में काफी अच्छा खासा इनाम मिला होगा। गाइडियन कहता है, पैसा और फेम ऐसी चीज है जिसकी मुझे अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसी चीज की जरूरत है जो कि काउंसिल के पास भी नहीं है। इतने में ही अपन देखते हैं यहाँ पर गाइडियन के फैंस आ जाते हैं, जो कि गाइडियन को पहचान कर उससे बातचीत करने लग जाते हैं। आर्ट गाइडियन को इन लोगों के साथ में छोड़कर भाग जाता है। तभी अपन देखते हैं आर्ट के पास लिलिया आ जाती है। लिलिया कहती है, माफ करना, मैं पार्टी में थोड़ा लेट पहुंची और मुझे पहले एली को कांग्रेचुलेशन करना था, इसी कारण से मैं तुमसे मिल नहीं पाई। आर्ट कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया कि तुम स्टूडेंट काउंसिल की सेक्रेटरी के तौर पर कितनी ज्यादा बिजी हो चुकी हो। वैसे इस बात को छोड़ो छाड़ो, तुमसे मिलकर खुशी हुई, अपन लोगों को मिले हुए बहुत ही लंबा समय हो चुका है। लिलिया आर्ट को नोटिस करते हुए अपने मन में कहती है, क्या आर्ट हमेशा से ही मुझसे इतना लंबा था। इन दोनों के बीच में नॉर्मली बातचीत होने लग जाती है। तभी आर्ट कहता है, वो लड़के अपनी साइड पर ही देख रहे हैं, तुम तो जरूर से लड़कों के बीच में काफी पॉपुलर हो। लिलिया एकदम हड़बड़ा कर कहती है, ये क्या है, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, वैसे भी मेरी लाइफ में जो इतने बदलाव आए हैं उनका कारण तुम हो। आर्ट कहता है, तो अगर ऐसी बात है तो तुम जिस भी लड़के को मेरे सामने लाओगी मैं उसे अप्रूव कर दूंगा, भले ही अंकल विंसेंट को पसंद आए या ना आए। भाई लोगों, अपन लिलिया के चेहरे से क्लियर देख पा रहे हैं, लिलिया भी काफी कुछ आर्ट के लिए फील करती है। लिलिया कहती है, अच्छा ठीक है। इतने में यहाँ पर गाइडियन आ जाता है और लिलिया को यहाँ से भेज देता है। गाइडियन कहता है, तुम तो लड़कियों के बीच में काफी पॉपुलर हो, ऐसा लगता है उस लड़की को तुम पर क्रश है। आर्ट कहता है, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन मेरी कारण से उसकी लाइफ में काफी कुछ चेंज हुआ है, इसी कारण से उसकी फीलिंग्स मेरे लिए कोई भी लव या फिर लाइक करने जैसी नहीं है, बल्कि थैंकफुल रिस्पेक्टफुल है। उसे इस बारे में अभी नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में वो जरूर से पता कर लेगी कि उसकी फीलिंग्स सिर्फ इन्फेक्चुएशन है एक हीरो के लिए। गाइडियन कहता है, इस टाइप की सिचुएशन में भी तुम तो काफी ज्यादा मेच्योर लगते हो। आर्ट कहता है, तुम यहाँ पर मेरा लव के ऊपर डिस्कशन सुनने के लिए थोड़ी ना आए हो, तुम यहाँ पर अब क्यों आए हो। गाइडियन कहता है, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो कि किसी और के पास नहीं मिल सकती और वो मुझे चाहिए, और वो चीज है तुम्हारा नॉलेज। आर्ट कहता है, तुम्हें स्टीम इंजन का ब्लूप्रिंट देने के बाद मैंने भी ये सोचा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब इस वर्ल्ड के साथ ज्यादा छेड़खानी ना हो। मेरे हिसाब से जिस तरीके से ये वर्ल्ड चल रहा है उसी तरीके से इसे चलते रहने देना चाहिए। ऐसा सुनकर गाइडियन खुश हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास और भी आइडियाज है जो कि इस वर्ल्ड को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है, इसके कानों में सिर्फ वही बात घुसती है जो कि ये सुनना चाहता है। आर्ट गाइडियन को डराते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं तुम्हारी किसी भी सेल्फिश इच्छा को पूरा नहीं करना चाहता। गाइडियन कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन कैसा रहेगा अगर अपन लेन देन करें। मैं तुमसे ऐसा कोई भी इन्वेंशन नहीं चाहता जिससे कि ये वर्ल्ड बदल सके, मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग का बीच बीच में कभी जभी इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसके बदले में मेरी तरफ से तुम्हें कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो तुम
तुम मुझे याद कर सकते हो। तुम्हें ये डील कैसी लगी? क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? और दोस्तों आर्ट इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में अपन देखते हैं एली अपने सारे बर्थडे गिफ्ट को ओपन कर रही होती है और यहाँ पर अपन देखते हैं टेसिया ने एली को एरो और बो दिया होता है ताकि वो खुद की मदद खुद से कर सके, आर्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। यह सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये किसने दिया होगा। मिस्टर विंसेंट कहते हैं इसका डिजाइन एल्व्स की तरह है। यह सुनकर आर्ट समझ जाता है कि आखिर वो कौन हो सकता है कि जिसने एली को ये एरो और बो गिफ्ट किया है। इसके बाद सबसे लास्ट में आर्ट अपनी साइड से भी फोनिक्स वाइम वाले पेंडेंट्स अपनी मदर और सिस्टर को गिफ्ट दे देता है। आर्ट कहता है अगर किसी कंडीशन में मैं या फिर फादर यहाँ पर नहीं होंगे तो ऐसे में ये पेंडेंट आप दोनों को सेफ रखेगा। इन दोनों को ये पेंडेंट बहुत ही अच्छा लगता है। मिसेस हेस्टी को भी ये पेंडेंट बहुत ही पसंद आया होता है। मिस्टर विंसेंट कहते हैं हनी, अनफॉर्चुनेटली मैं ये तुम्हें नहीं दिला सकता क्योंकि ये पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही मौजूद है। The next day. गार्डियन और आर्ट एक जगह पर आते हैं। गार्डियन कहता है तुम्हें पता है ना इस जगह पर सिर्फ खास लोग ही आ सकते हैं। आर्ट कहता है ठीक है मुझे इस बात की खुशी है लेकिन तुम ऑलरेडी इस बात को 8 बार कह चुके हो। गार्डियन कहता है तुम बोर लग रहे हो क्या, किसी बात के ऊपर तुम नाराज हो? भाई लोगों अपन देखते हैं जो ये बंदा है गार्डियन, इसने आर्ट को रात भर परेशान किया होता है शिप के काम को आगे बढ़ाने के लिए। आर्ट कहता है बुड्ढे तुम अपने बराबरी के लोगों से दोस्ती क्यों नहीं करते? इसी के साथ दोस्तों इन दोनों की बातचीत से अपन लोगों को पता चलता है कि शिप को बनाते बनाते 4 महीने बीत चुके हैं और इस दौरान आर्ट का एक और बर्थडे गुजर चुका है। गार्डियन आर्ट को एक ऐसा ब्रेसलेट गिफ्ट देता है जिसकी मदद से आर्ट अपने आधे एलिमेंट्स को छुपा सकता है। गार्डियन कहता है मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि आखिर तुमने ऐसा ब्रेसलेट क्यों बनवाया जिससे कि तुम अपने 2 एलिमेंट्स को छुपा सकते हो। गार्डियन हंसने लग जाता है और कहता है इस बात से तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम क्वाड्रा एलिमेंट मेज हो। आर्ट कहता है हाँ मैं क्वाड्रा एलिमेंटल मेज ही हूँ और ये सुनकर गार्डियन को भाई एक झटका लग जाता है। आर्ट कहता है वैसे शिप का काम तो तेजी से चल रहा है। गार्डियन कहता है हाँ जब तक तुम जायरस एकेडमी को ज्वाइन करोगे शिप का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अपन लोग देखते हैं शिप को जो कि बन रही होती है। मेरे ख्याल से इस शिप का नाम होना चाहिए टाइटेनिक। आर्ट गार्डियन से मिलकर वापस आने लग जाता है और अपने मन में कहता है जो आर्टिफैक्ट मुझे गार्डियन ने दिया है इसकी मदद से मैं सिर्फ अर्थ और विंड मैजिक का इस्तेमाल करूंगा और इन दोनों को भी बेटर बनाऊंगा, बिल्कुल फायर और वाटर मैजिक की तरह। दोस्तों मेरे ख्याल से ये बंदा बाज नहीं आने वाला, ये चारों के चारों एलिमेंट्स को डेविएंट बना के ही छोड़ेगा। इतने में ही आर्ट एक बेवड़े से टकरा जाता है। आर्ट इस बंदे से माफी भी मांगता है लेकिन ये बंदा नशे में होता है और कहता है एक प्रोफेसर होने के नाते मुझे इस बच्चे को सबक सिखाना चाहिए और ऐसा कहते हुए ये बंदा आर्ट को जमीन में धकाने लग जाता है। लेकिन आर्ट इस बेवड़े प्रोफेसर को डराते हुए यहाँ से जाने लग जाता है। तभी ये बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जायरस एकेडमी के प्रोफेसर के सामने ऐसा बिहेव करने की? बच्चे अगर गलती से तुम भी जायरस एकेडमी के निकले और कभी भी मेरे सामने आ गए तो फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। आर्ट कहता है ठीक है मैं इंतजार करूंगा और ऐसा कहते हुए आर्ट इस बंदे का पेंडेंट इसी की आंखों के सामने फेंक देता है और ये बंदा हैरान हो जाता है कि आखिर इसने निकाला कब इसको। इसी के साथ आर्ट जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है एली और सिल्वी आर्ट के ऊपर झपट्टा मार देती है लेकिन आर्ट इन दोनों को ही विंड मैजिक से हवा में अटका देता है। एली कहती है मदर फादर लिविंग रूम में है, तुम लोगों के लिए जायरस एकेडमी से पैकेजेस आए हैं। आर्ट जाकर देखता है कि इन पैकेजेस के अंदर जायरस एकेडमी की यूनिफॉर्म होती है। अपन लोग बाकी बच्चों को भी देखते हैं जिनके पास भी जायरस एकेडमी की यूनिफॉर्म आई होती है। आर्ट कहता है इस वर्ल्ड के बारे में ऑलरेडी मैं काफी कुछ सीख चुका हूँ और न जाने और क्या क्या बचा हुआ है इस वर्ल्ड के बारे में सीखने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों आर्ट के इतना कहते ही अपन लोग देखते हैं इस सीरीज का सीजन 3 भी सक्सेसफुली खत्म हो जाता है। इस वाले सीजन में भी अपन लोग काफी कुछ देख चुके हैं लेकिन सबसे मेजर चीजें है वो है एस क्लास माना बीस्ट के साथ फाइट और ल्यूकस का बिट्रेयल। देखते हैं अब आर्ट को उसकी लाइफ में आगे क्या ऑफर होता है और अपन लोगों को सीजन 4 में क्या ऑफर होता है।
सीजन 4 के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं एलिजा आर्ट को स्कूल के लिए जगा रहा होता है, लेकिन सिल्वी का दिमाग खराब हो जाता है जिस कारण से वो एलिजा की बैंड बजा देती है। आर्ट कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम जायरस एकेडमी में स्कॉलर स्टडी करने वाले हो। आर्ट कहता है हाँ, क्योंकि मैं मैजिक थ्योरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ और बैटल क्लासेस तो मैं कहीं से भी ले सकता हूँ। एलिजा कहता है ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने सुना है बैटल स्टूडेंट्स स्कॉलर स्टूडेंट्स को छोटा मानते हैं। अगले सीन में एलिजा और आर्ट नाश्ता करते हैं और अपनी फैमिली को गुड बाय करते हुए जायरस एकेडमी में चले जाते हैं फर्स्ट डे। यह एकेडमी दिखने में बहुत ही लाजवाब होती है और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हर एक बच्चा नोबल या फिर बहुत ही अमीर बच्चा है। सारे के सारे बच्चे एक लंबी लाइन बना लेते हैं एंट्रेंस अटेंडेंस के लिए। एलिजा का नाम आता है तो वो बैटल में चूज करता है अर्थ एलिमेंट के साथ। इसके बाद आर्ट का नंबर आता है जो कि स्कॉलर मैच को चूज करता है विंड और अर्थ एलिमेंट के साथ। यह बंदी डुअल एलिमेंट सुन के ही हैरान हो जाती है। अब इस बिचारी को कौन समझाए कि ये बंदे ने कितने बड़े बड़े तीर मारे हुए हैं। अगले सीन में सारे के सारे बच्चे एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम जैसे हॉल में बैठ जाते हैं। तभी इन बच्चों के सामने आती है डायरेक्टर सिंथिया, जो कि इस पूरे के पूरे हॉल में साउंड मैजिक को फैला देती है। डायरेक्टर सिंथिया सभी बच्चों का वेलकम करती है और कहती है ये वाला सेशन स्पेशल है क्योंकि इस बार ड्वार्व और एल्व बहुत ही ज्यादा आए हैं। इसके बाद में डायरेक्टर सिंथिया स्टूडेंट काउंसिल के बच्चों को बुलाती है जो कि बाकी बच्चों को लीड करेंगे या फिर निर्देशक बनेंगे बच्चों के। इनमें से एक लिलिया होती है जिसे कि एलिजा चिल्लाकर चीयर करने लग जाता है। इसके बाद में सबसे लास्ट में एक ऐसी लड़की की एंट्री होती है जिसे देखकर सिल्वी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तुम लोगों ने एकदम ही सही गेस किया है, ये और कोई नहीं बल्कि अपनी टेसिया है, मतलब कि मेरी टेसिया। दोस्तों क्या ही तो बोलूं, शी इज डैम ब्यूटीफुल। टेसिया को देखकर एलिजा अपने मन में कहता है ये तो वही प्रिंसेस टेसिया एरलिथ है जो कि डायरेक्टर गुड स्काई के अंडर में है। डायरेक्टर गुड स्काई किसी को भी स्टूडेंट नहीं रखती, लेकिन फिर भी प्रिंसेस टेसिया को अपनी स्टूडेंट रखा है क्योंकि प्रिंसेस इतनी ज्यादा टैलेंटेड ही है, साथ ही साथ इतनी ज्यादा खूबसूरत भी। टेसिया अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की तरह फर्स्ट ईयर ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक साल पहले से इस एकेडमी को ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर स्कॉलर स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव किया जाता है। अगर इतनी सी बात पर भेदभाव सामने आ रहा है तो रेसेस के बेसिस पे तो बहुत ही बड़ी बात सामने निकल कर आ सकती है। इसीलिए अपन सभी लोगों को मिलकर अपना बेस्ट देना होगा और पिछली जनरेशन के माइंडसेट को चेंज करना होगा। यह सब सुन के सारे स्टूडेंट्स तालियां बजाने लग जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो है सिल्वी। सिल्वी कहती है पापा वो तो मम्मा है, उन्हें जाकर हाय कहो। आर्ट कहता है वो तुम्हारी मम्मा किस तरीके से हो गई, लेकिन सिल्वी सिर्फ मम्मा मम्मा चिल्लाए जा रही होती है। दोस्तों एक बात अभी से लिख लो, इस सीरीज के अंदर सिल्वी असली गोट है और ये आर्ट ये तो चोमू है। एलिजा बहुत ही धीमी आवाज में कहता है आर्ट मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो चुका है। आर्ट कहता है लेकिन ये तो तुम चौथी लड़की के बारे में कह रहे हो। एलिजा कहता है नहीं ये अलग है। आर्ट कहता है हाँ लगता तो है ये काफी ज्यादा बदल चुकी है। यह सुनकर एलिजा कहता है तुम्हें कैसे पता कि ये बदल चुकी है, कहीं तुम इसे भी तो नहीं जानते, प्रिंस कर्टिस और प्रिंसेस कैथलीन की तरह। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट और एलिजा साथ में चल रहे होते हैं, लेकिन आर्ट को काफी बच्चे नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन आर्ट को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। तभी ये दोनों लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे रेसिज्म के नाम पर आपस में लड़ रहे होते हैं। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि ये दोनों बंदे एक दूसरे को डुअल मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। आर्ट को यहाँ पर पता चलता है कि जो इन सभी बच्चों ने बेस टाइप का ये लगाया हुआ है, इसकी मदद से डुअल के दौरान एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। आर्ट देखता है ये ह्यूमन बच्चा डार्क रेड कोर पे होता है और ये ड्वार्फ बच्चा ब्लैक कोर पे होता है। यह बंदा अर्थ मैजिक की मदद से नुकीली ब्लेड्स बना लेता है। ये देखते हुए आर्ट कहता है ये बंदा टैलेंटेड है। ड्वार्फ बच्चा भी
अच्छी टक्कर देता है, लेकिन तभी ह्यूमन बच्चा इस ड्वार्फ बच्चे की आंखों में मिट्टी उड़ा देता है और फायदा उठाते हुए इस ड्वार्फ बच्चे को हरा देता है। डुअल खत्म हो चुका होता है, उसके बावजूद भी ये ह्यूमन बच्चा शांत नहीं होता और इस ड्वार्फ बच्चे का हाथ तोड़ने वाला होता है। लेकिन इतने में ही आर्ट झूठ मूठ का चिल्ला देता है कि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट आ चुकी है। यह बंदा डरते हुए इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन इसे कोई भी नहीं दिखता। इसी कारण से ये बंदा अब आर्ट को परेशान करने लग जाता है। यह बंदा आर्ट को स्कॉलर स्टूडेंट बोलते हुए धमकियां देने लग जाता है और फिर यहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी पीछे से भाई साहब सिल्वी इस बंदे के ऊपर थूक देती है। मैंने तो पहले ही बोला था इस शो की मेन कैरेक्टर सिल्वी है। इस बंदे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और सिल्वी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन इतने में ही इस बंदे के कानों में एक आवाज सुनाई देती है, हिम्मत भी मत करना। और भाई साहब यहाँ पर टेसिया आ चुकी है। अपन यहीं पर बाजू में एक थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन टेसिया के दिमाग में सिर्फ आर्ट ही घूम रहा होता है। टेसिया अपने मन में कहती है, अभी तक आर्ट मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा, अगर मैं उससे मिलूंगी तो कैसे रिएक्ट करूंगी। इतने में इन तीनों की नजर पड़ती है आर्ट और उस बंदे के ऊपर। स्टूडेंट काउंसिल का ये बंदा कहता है उसका नाम निकोलस ड्रेयल है और वो लाल बालों वाला बंदा नया लगता है। इतने में ही टेसिया और लिलिया दोनों ही आर्ट को पहचान जाती है और दोनों ही बहुत ही ज्यादा चौंक कर एक साथ अपने मन में कहती है वो स्टूडेंट मारा जाएगा अगर उसने आर्ट को गुस्सा दिला दिया तो। ऐसा कहते हुए ये सभी लोग भाग पड़ते हैं आर्ट की साइड पर और फाइनली आर्ट और टेसिया एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। निकोलस कहता है, प्रेसिडेंट कुछ गलतफहमी हो चुकी है, मैं उस बच्चे के साथ डुअल कर रहा था, तभी इस फर्स्ट ईयर ने हमें डिस्टर्ब कर दिया। आर्थर टेसिया को हाय कहने वाला होता है, लेकिन इतने में ही लिलिया कहती है, आर्थर क्या हुआ? ये देखकर टेसिया कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? लिलिया कहती है हाँ, और टेसिया को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती है। लेकिन इतने में ही आर्ट डायरेक्ट कह देता है हम दोनों साथ में रहते हैं। यह सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होता है, जिस कारण से टेसिया का रिएक्शन एकदम कंफ्यूजन से भरा हुआ होता है। स्टूडेंट काउंसिल का ये बंदा निकोलस के साथ डिस्कशन करने लग जाता है, लेकिन इतने में ही टेसिया आगे आ जाती है और इस बंदे को बहुत ही गंदी तरीके से झाड़ देती है और वार्निंग देकर निकोलस को यहाँ से भगा देती है। इसके बाद में टेसिया आर्ट से कहती है, और तुम अपनी स्कूल के पहले दिन ही क्यों लड़ाई कर रहे हो? आर्ट कहता है, ये क्या तुम सिर्फ आखिरी के 5 सेकंड देखने के बाद ही अनुमान लगा रही हो? टेसिया कहती है, ये मैटर नहीं करता, क्या तुम्हें पता है अगर सिचुएशन फिसल जाती तो तुम्हें क्या फेस करना पड़ सकता था? आर्ट कहता है, अगर मैं निकोलस का ध्यान खुद पे नहीं खींचता तो वो उस बच्चे को बहुत ही घायल करने वाला था। एलिजा कहता है, कम ऑन आर्ट, प्रेसिडेंट भी गलत थोड़ी न है। ऐसा सुनकर आर्ट को गुस्सा आ जाता है और यहाँ से जाने लग जाता है। इतने में स्टूडेंट काउंसिल का ये बंदा आर्ट को रोक लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट से इस तरीके से बात करने की? टेसिया कहती है, क्लीव छोड़ो, उसे जाने दो। क्लीव कहता है, नहीं, जरूर से इसमें इसके पेरेंट्स की गलती है जो कि इसे मैनर्स नहीं सिखा पाए। क्लीव के इतना कहते ही आर्ट फटाक से क्लीव को हवा में उछाल देता है और नीचे पटक देता है और गुस्सा करते हुए यहाँ से चला जाता है। भाई ये आर्ट किस लेवल का बंदर है, इसने जितनी भी रिस्पेक्ट मेरे मन में कमाई है सब पे इसने पानी फेर दिया है। हट यार, क्या बोले इसको। बेचारी टेसिया से अच्छे से बात करना तो छोड़ो, उल्टा उसके ऊपर उसके सामने गुस्सा कर रहा है। अगले सीन में अपन देखते हैं टेसिया दीवार पे सर पटकते हुए फ्रस्ट्रेट होके कह रही होती है, सब कुछ गड़बड़ हो चुकी है, क्या इसमें मेरी गलती थी? मैं तो सिर्फ आर्ट की मदद कर रही थी। अगर आर्ट इसी तरीके से लड़ता रहेगा तो उसके ऊपर काफी चीजों से बैन लग सकता है। भले ही आर्ट के हाथ में कोई भी वेपन नहीं था, लेकिन वो खुद किसी भी वेपन से ज्यादा है। लेकिन अभी ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आखिर लिलिया और आर्ट साथ में कैसे रह रहे हैं। शायद से अगर मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट नहीं होती तो आर्ट से अच्छे से मिल पाती, और फालतू में उसे इतना ज्यादा गुड लुकिंग होने की क्या जरूरत थी? ऐसे में तो और भी लड़कियां उसके पीछे पड़ सकती है। भाई ये बंदर आर्ट ने बहुत ही गलत किया है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जनता माफ नहीं करेगी। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है एलिजा और आर्ट के ऊपर। एलिजा कहता है, हमेशा तो तुम शांत रहते हो, लेकिन इस बार तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? आर्ट अपने मन में कहता है, हाँ, टेस ने कुछ भी गलत थोड़ी ना कहा था, तो फिर भी मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया? क्या टेस ने मुझे ऐसा कहा, इस बात के ऊपर मुझे गुस्सा आ गया?
इतने में ही अपन देखते हैं इन दोनों के रूम में डायरेक्टर सिंथिया आ जाती है आर्ट से मिलने के लिए। एलिजा बहुत ही हैरान हो जाता है, साथ ही साथ बहुत जल्द वो समझ जाता है कि डायरेक्टर सिंथिया आर्ट से कुछ प्राइवेट बात करना चाहती है। इसी कारण से एलिजा खुद से यहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर सिंथिया कहती है कितनी दुख की बात है, मैं तो तुम्हारे क्वाड्रा एलिमेंट को लेकर शो ऑफ करना चाहती थी, लेकिन खैर। आर्ट कहता है एडवेंचरर जर्नी के दौरान वाइक्स हाउस मेरा दुश्मन बन चुका है, इसी कारण से मुझे अपनी एबिलिटीज को छुपा कर रखना होगा। डायरेक्टर सिंथिया कहती है अभी से तुम्हारे दुश्मन इतने खतरनाक है, मैं तो ये सोच भी नहीं पा रही हूँ कि फ्यूचर में तुम्हारे दुश्मन कैसे होंगे। आर्ट कहता है इस बात को छोड़िए, मैं डेविएंट मैजिक के ऊपर स्पेशल क्लासेस लेना चाहता हूँ, तो क्या आप कुछ कर सकती हैं? डायरेक्टर सिंथिया कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें एक पास भी दिलवा सकती हूँ जिसकी मदद से तुम अपर क्लास के मेजेस को ऑब्जर्व कर सकते हो और उनके साथ फ्रेंडली बैटल भी कर सकते हो। इतने में ही यहाँ पर एलिजा वापिस आ जाता है चाय लेकर, और वो इन दोनों की बातचीत सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों एकदम फ्रेंड्स की तरह बातें कर रहे होते हैं। डायरेक्टर सिंथिया कहती है इस ईयर में मैंने डिसिप्लिनरी कमेटी नाम की तलवारें तैयार की है और मैं चाहती हूँ तुम उस टीम को ज्वाइन कर लो। यह टीम स्ट्रेंथ के बेस पे बनाई गई है, इसीलिए तुम इनके साथ भी स्पेयर मैच कर सकते हो। वाइक्स हाउस ल्यूकस को भी इस टीम में डलवाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन लोगों को मना कर दिया इस उम्मीद में कि तुम ज्वाइन कर लो। आर्ट डायरेक्टर की बात न चाहते हुए भी मान जाता है क्योंकि आर्ट को एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए डेविएंट माना के ऊपर। इतना कहकर डायरेक्टर सिंथिया जाने लग जाती है, लेकिन जाते जाते कहती है और हाँ टेसिया को मना लो, ये अच्छी बात नहीं है कि अपनी बचपन की दोस्त से नाराज रहना। डायरेक्टर के जाने के बाद एलिजा चिल्लाकर कहता है टेसिया एर्ली तुम्हारी बचपन की दोस्त है। अगले सीन में ये दोनों साथ में चल रहे होते हैं। एलिजा कहता है पहले तो प्रिंसेस कैथलीन और अब प्रिंसेस टेसिया भी, अब क्या तुम गॉड्स के साथ फ्लर्ट करोगे? आर्ट कहता है मैंने किसी के भी साथ फ्लर्ट थोड़ी न किया है। ये सुनकर एलिजा कहता है तो ये और भी बुरी बात है, क्या तुम्हारे अंदर कोई अट्रैक्टिव फेरोमोन्स है, और अगर ऐसी बात है तो मुझे भी थोड़े से दे दो। ऐसा कहते हुए भाई ये एलिजा आर्ट के साथ चिपक रहा होता है, ये सोचकर कि थोड़े बहुत हार्मोन्स इसके अंदर आ जाए। इसी के साथ बातचीत करते हुए ये लोग कैंटीन में आ जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ दूसरे बच्चे आते हैं जो कि आर्ट को छेड़ने लग जाते हैं और एलिजा से कहते हैं मेरा नाम चार्ल्स रेवेनपोर है, रेवेनपोर हाउस से, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो। लेकिन एलिजा और आर्ट इस बंदे के ऊपर हंसने लग जाते हैं, जिस कारण से इसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई नोबिलिटी का मजाक उड़ाने की, मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें इस कचरे के साथ घूमना नहीं पड़े। एलिजा कहता है मैं ऐसे बंदे का ग्रुप क्यों ज्वाइन करूँ जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का मजाक उड़ा रहा है। यहाँ पर अपन सभी लोग ही मेजेस है, इसीलिए तुम लोगों को हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चार्ल्स कहता है ऐसा लगता है कि तुम किसी केव से आए हो, तुम्हें ये फर्क ही नहीं पता हम में और इनके जैसों में। ऐसा कहते हुए चार्ल्स आर्ट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आर्ट बहुत तेजी से अपने हाथ को हिलाता है। इस बंदे को समझ में ही नहीं आया होता कि अभी अभी हुआ क्या। जैसे ही चार्ल्स दूसरा अटैक करता है तभी एलिजा बीच में आ जाता है, लेकिन तभी अपन देखते हैं चार्ल को किन्हीं जड़ों ने जकड़ लिया होता है और ये जड़ें दिखने में थोड़ी थोड़ी ऐसी लग रही होती है जैसे कि एल्डरवुड गार्डियन की हो। अपन देखते हैं चार्ल्स झटपटा रहा होता है और अपने मन में कहता है आखिर इतना पावरफुल डेविएंट मैजिक किसने इस्तेमाल किया, क्या ये कोई टीचर है? तभी इतने में आर्ट की नजर बाहर पड़ती है और आर्ट को पता चल जाता है दोस्तों मेरे ख्याल से ये टेसिया थी। चार्ल्स चिल्लाकर कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ ऐसा करके तुम बच पाओगे? सिर्फ इंतजार करो, मैं अपनी मदर को कहूंगा। आर्ट सीरियस होकर कहता है तुम सभी नोबल बच्चे अपनी हरकतों से सिर्फ अपनी फैमिली को शर्मिंदा करते हो और कुछ भी नहीं। चार्ल्स कहता है कचरे को साफ करने में किस बात की शर्मिंदगी, मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड होगा। ऐसा सुनते ही आर्ट आगे बढ़ता है और चार्ल्स को दिखा देता है कि असली शर्मिंदगी क्या होती है। भाई ये आर्ट का बच्चा चार्ल्स का पेंट उतार देता है और उसे नंगा करके यहाँ से चला जाता है। भाई एक घड़ी मौत आ जाए वो चलेगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन किसी के साथ ना आए। बेचारा ये बंदा अपने आप को ढक भी नहीं पा रहा होता। आर्ट बाहर निकलकर टेसिया के पास चला जाता है जो कि
एक बेंच के ऊपर सेट होकर बैठी होती है। थोड़ी देर इन दोनों के बीच में सन्नाटा हो जाता है। भाई साहब आर्ट सीरीज में पहली बार इस तरीके से किसी के सामने नर्वस हुआ है। तभी ये दोनों एकदम से एक दूसरे के साइड पर मुड़ते हैं और एक साथ सॉरी कहते हैं, जिस कारण से इनका चेहरा आपस में टकरा जाता है। टेसिया कहती है ये तो दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है सूजन आ चुकी है। यह सुनकर आर्ट टेसिया के सिर को सहलाने लग जाता है। टेसिया एकदम लाइट टोन में कहती है मुझे तो लगा तुम मुझसे नफरत करते हो। टेस, कभी जभी ऐसा हो सकता है कि मैं गुस्सा हो जाऊं, लेकिन कभी भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। टेसिया कहती है मैं ऐसा भी नहीं चाहती कि तुम मुझ पे कभी भी गुस्सा करो। आर्ट कहता है हाँ मैं गलत था, मुझे तुम्हारे सामने उस तरीके से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। गलत तो मैं भी थी, मुझे भी तुम्हें उन बच्चों के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरे ख्याल से मुझे अभी भी आदत नहीं पड़ी है स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट की तरफ बिहेव करने की। इतने में ही यहाँ पर एलिजा और सिल्वी आ जाते हैं और भाई ये नजारा देखकर एलिजा क्या ही तो खतरनाक रिएक्शन देता है। सिल्वी फटाक से मम्मा कहते हुए टेसिया के पास आ जाती है और एलिजा यहाँ से गायब हो जाता है। अगले सीन में ये दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं। आर्ट अपनी एडवेंचरर जर्नी के बारे में काफी कुछ बताता है और टेसिया को इस बात को लेकर जलन हो रही होती है कि जैस्मिन की जगह पर वो आर्ट के साथ क्यों नहीं थी 2 साल के लिए। इतने में ही आर्ट अपनी रिंग के अंदर से एस क्लास मानाकोर को निकाल लेता है और कहता है ये मेरी तरफ से गिफ्ट है डुअल एलिमेंटल मेज बनने के लिए। टेसिया कहती है मैं इसे नहीं ले सकती। आर्ट कहता है तुम्हारे अलावा और कोई भी बेटर पर्सन नहीं है जिसे कि मैं ये दे सकूं। आर्ट टेसिया को गिफ्ट दे देता है और अपने रूम में वापस आ जाता है और यहाँ पर एलिजा बहुत ही खतरनाक तरीके से आर्ट का स्वागत करता है। एलिजा कहता है क्या तुम्हें पता है बच्चे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट को किस नाम से बुलाते हैं? ल्यूनार गोडेस। ल्यूनार गोडेस का मतलब होता है मून की तरह, यानी कि लोग कितनी भी कोशिश कर ले वो सिर्फ मून को देख सकते हैं, कभी भी मून को टच नहीं कर सकते। लेकिन तुमने उसी मून को टच किया है और इतना ही नहीं वो मून तुम्हारे कंधे पर सिर रख के बैठा हुआ था। यह सुनकर आर्ट एलिजा के मुंह पर तकिया फेंक कर मारता है और कहता है सो जाओ। अगली सुबह अपन देखते हैं जिस टीम के अंदर डायरेक्टर सिंथिया ने आर्ट को ज्वाइन किया है उस टीम की ड्रेस पहनकर आर्ट चला जाता है। आर्ट एक गेट के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है चलो देखते हैं जाइरस के स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चों की टीम है कैसी। जैसे ही आर्ट इस गेट को ओपन करता है यहाँ पर एक खतरनाक सा लोयन आ जाता है जो कि बहुत जोर से आर्ट के मुंह सामने दहाड़ मारता है। तभी यहाँ पर 4th ईयर का एक बच्चा आता है जिसका की नाम होता है काई क्रेस्टलेस। इस बंदे ने जानबूझकर आर्ट के सामने दहाड़ मरवाई थी ताकि ये चेक कर सके आर्ट में कितनी हिम्मत है। काई कहता है यहाँ पर तुम किसी क्वालिफिकेशन के कारण से हो या फिर किसी कनेक्शन के कारण से। चलो खैर मेरा नाम काई क्रेस्टलेस है, मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। आर्ट कहता है मेरा नाम आर्थर लेवाइन है और वो मेरी बॉन्ड सिल्वी है। इतने में ही अपन देखते हैं सिल्वी ने इस लोयन को काबू में कर लिया होता है। ये देखकर काई अपने मन में कहता है आखिर ये किस तरीके की मानाबिस्ट है जिसने की इतनी गंदी तरीके से ग्रोडर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तभी यहाँ पर अपन एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है एक और बच्चा आ चुका है, आखिर इस कमेटी के अंदर कोई असली मर्द क्यों नहीं है। आर्ट इस लड़की को देखकर कहता है हेलगार्थ। दोस्तों हेलगार्थ एलिजा की एक फ्रेंड होती है जिसके बारे में एलिजा ने आर्ट को बताया होता है। यह लड़की कहती है आखिर ये हेलगार्थ कौन है? मेरा नाम डोर्ड्रिया ओरगार्ड है। आर्ट अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन डोर्ड्रिया आर्ट के हाथ को झटक देती है एकदम मजाक वाले अंदाज से। काई कहता है चलो अब डीसी के बाकी ऑफिसर्स इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। आर्ट जैसे ही एक क्लासरूम के अंदर जाता है आर्ट अपने सामने देखता है प्रिंस कर्टिस का जो कि डीसी का एक मेंबर है। कर्टिस कहता है आर्थर काई ग्रोडर को ले गया था तुम्हें डराने के लिए, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ चुका है। आर्ट कहता है एक मिनट रुको जरा, क्या ये वही वर्ल्ड लॉयन है जिसे कि तुमने ऑक्शन में लिया था? कर्टिस कहता है हाँ, अब ये ए क्लास पर है और मैं इसके साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। वैसे डिसिप्लिनरी कमेटी में तुम्हारा स्वागत है। ये सब देखकर डोर्ड्रिया कहती है क्या तुम दोनों आपस
यूनिवर्स में पहले से ही जानते हो? कर्टिस कहता है हाँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, इतने में ही ऊपर से प्रिंसेस कैथलीन आ जाती है जो कि कहती है आर्थर मिल के खुशी हुई। तभी अपन देखते हैं भाई साहब यहाँ पर फेरित फोर्सर आ जाता है जिसे कि आर्ट पहचानने से मना कर देता है। इस बात को लेकर फेरित फिर से चिढ़ जाता है। आर्ट कहता है अरे हाँ तुम तो वही हो फेफे। फेरित कहता है गधे मेरा नाम फेरित है। तभी यहाँ पर सबसे लास्ट में 2 जन और आते हैं। ये लड़की बताती है इसका नाम क्लेयर ब्लेडहर्ट है और यही इस टीम की लीडर है। आर्ट कहता है तुमने कहा ब्लेडहर्ट, क्या तुम किसी तरीके से कैस्पियन ब्लेडहर्ट से रिलेटेड हो? क्लेयर कहती है अरे हाँ वो तो मेरे अंकल है, क्या तुम उन्हें जानते हो? आर्ट कहता है नहीं, बस मैंने अपने फादर के मुंह से उनके बारे में काफी कुछ सुना था। क्लेयर कहती है मेरी काफी सारी टेक्निक्स मेरे अंकल की तरह है क्योंकि उन्होंने ही मुझे ट्रेनिंग दी थी और मुझे खुशी हुई कि तुमने उनका नाम पहचाना। इतने में ही ये बंदा आर्ट के सामने जाकर कहता है ऐसा लगता है डीसी का लेवल काफी नीचे हो चुका है जो कि तुम्हें ज्वाइन कर लिया। ऐसा कहते हुए ये बंदा आर्ट से हाथ मिलाता है आर्ट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए और आर्ट भी काफी अच्छी खासी टक्कर देता है। काई कहता है जब थियो ने फेफे के साथ ऐसा किया था फेफे तो जमीन पे गिर गया था। फेरित चिढ़कर कहता है क्योंकि मैं एक कॉन्जूरर हूँ, उसकी तरह ऑगमेंटर थोड़ी ना। इसी के साथ अपन देखते हैं टेसिया के जरिए सभी बच्चों के सामने डीसी का इंट्रोडक्शन हो जाता है। टेसिया कहती है अगर कोई भी स्कूल की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो डीसी उन्हें पनिशमेंट देगी। अगले सीन में अपन देखते हैं डीसी का मेंबर बनने के कारण से आर्ट पूरी क्लास में फेमस हो चुका होता है और सभी लोग सिर्फ उसी की बात कर रहे होते हैं। तभी क्लास के अंदर एक प्रोफेसर की एंट्री होती है जिसका की नाम होता है एवियस। एवियस आते के साथ से एक मुद्दे को डिस्कस करने लग जाता है कि आखिर कॉन्जूरर्स को ऑगमेंटर से बेटर क्यों माना जाता है। प्रोफेसर कहता है अगर फिजियोलॉजी को देखा जाए तो ऐसे में कॉन्जूरर्स में माना वेन्स बेटर पाई जाती है ताकि वो बाहर के माना को एब्जॉर्ब कर सके और ऑगमेंटर्स के अंदर माना चैनल बेटर होते हैं जिस कारण से वो अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर माना को अच्छे से फ्लो करके। कॉन्जूरर्स बाहरी माना को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसी कारण से वो अपने माना कोर के लेवल को आसानी से बढ़ा लेते हैं। इसी के साथ बहुत जल्दी से आर्ट की ये वाली क्लास खत्म हो जाती है और आर्ट अगली क्लास के लिए दूसरी जगह पर चला जाता है। आर्ट अपने सामने का नजारा देखता है और एक जगह पर बैठ जाता है। तभी आर्ट को एक आवाज सुनाई देती है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? आर्ट देखता है ये आवाज होती है प्रिंसेस कैथलीन की और कहता है हाँ बिल्कुल बैठ जाओ। कैथलीन कुछ ज्यादा ही इंट्रोवर्ट टाइप की है, इस कारण से वो धीरे से सिल्वी की तरफ देखती है और कहती है क्यूट और फटाक से मुंह मोड़ लेती है। तभी यहाँ पर फेरित भी आ जाता है जो कि खुद से ही आर्ट को अपना राइवल कह रहा होता है। फेरित भी आर्ट की साइड में बैठ जाता है और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तभी यहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाते हैं। आर्ट इस प्रोफेसर को पहचान जाता है, ये तो वही बेवड़ा प्रोफेसर है। और दोस्तों ये प्रोफेसर कहीं न कहीं ठरकी भी रहा होता है जो कि अपने मन में कहता है इस बार तो काफी क्यूटी साई है। जैसे इसकी नजर आर्ट पे पड़ती है ये आर्ट को भी पहचान जाता है। यह प्रोफेसर अपने मन में कहता है लगता है इसकी इंसल्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे मौके हैं। यह प्रोफेसर डीसी के बच्चों को टारगेट करता है माना कंट्रोल के प्रैक्टिकल के लिए। इसी कारण से फेरित इस बंदे के जाल में फंस जाता है और सामने आने लग जाता है। यह प्रोफेसर कहता है बहुत बढ़िया, फेरित भी चलेगा। यह प्रोफेसर एक ऑगमेंटर होता है लेकिन इसके बावजूद भी ये लॉन्ग रेंज से फाइट करने का कहता है। फेरित अपने डिफेंस के लिए एक स्पेल की मदद से वाटर डोमेन क्रिएट कर लेता है। आर्ट अपने मन में कहता है मैंने उम्मीद नहीं की थी कि फेरित इतना अच्छा डोमेन स्पेल इस्तेमाल कर सकता है। फेरित एक बीस्ट क्रिएट कर लेता है और हमला कर लेता है लेकिन ये प्रोफेसर भी एक स्ट्रॉन्ग मेज होता है जिस कारण से ये भी ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है और बहुत ही आसानी से फेरित को हरा देता है। यह देखकर आर्ट अपने मन में कहता है इसने जानबूझकर फेरित के साथ ऐसा किया ताकि ये अपने ईगो को बढ़ावा दे सके। फेरित अपनी जगह पर वापस आ जाता है और सैड होकर बैठ जाता है। तभी ये प्रोफेसर कहता है मुझे लगा मिस्टर फोर्सर अपने आप को बचा सकता है लेकिन खैर मेरा अंदाजा गलत हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या डीसी में से कोई और स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर सामने आना चाहता है? आर्ट अपनी जगह पर शांति से बैठा होता है। तभी अपन देखते हैं कैथलीन खड़ी हो जाती है और कहती
कहती है मैं आना चाहती हूँ। ये सुन के आर्ट अपने मन में कहता है कैथलीन आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है और इसने अभी अभी गीस्ट की पावर को देखा है, लेकिन फिर भी ये सामने जा रही है। गीस्ट कहता है प्रिंसेस मेरे लिए ये ऑनर की बात है और इसका रिजल्ट जो भी हो जरा भी होल्ड बैक मत करना। ये दोनों अपने आप को तैयार कर लेते हैं। कैथलीन अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है और आइस की मदद से हमला करने लग जाती है, लेकिन गीस्ट अपने बैरियर और फ्लेम्स की मदद से इन सभी को ही तोड़ रहा होता है। तभी अपन देखते हैं कैथलीन अपनी आइस के छोटे पार्टिकल्स को सभी दूर फैला देती है और इनकी मदद से एक आइस टोर्नेडो बना देती है, जिस कारण से गीस्ट को स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। गीस्ट गुस्से में आ जाता है और कहता है मेरे ऊपर ये काम नहीं आने वाला। ऐसा कहते हुए वो इस टोर्नेडो को तोड़ देता है और कैथलीन पर हमला कर देता है। और इतने में ही आर्ट और फेरित देखते हैं कैथलीन तो अपना डिफेंस कर ही नहीं रही होती, जिस कारण से वो खतरे में आ जाती है। और इसी के साथ एकदम ही एंड मोमेंट पर देखते हैं आर्ट बहुत तेजी से सामने आ जाता है और कैथलीन को बचा लेता है। आर्ट कहता है बस अब बहुत हो गया है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे खेल खत्म करने का टाइम आ चुका है। गीस्ट चिढ़ते हुए कहता है तुमने प्रिंसेस को बचाकर अच्छा किया, लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, सब कुछ ही मेरे कंट्रोल में था। तुम्हें क्या लगता है जायरस एकेडमी का एक प्रोफेसर किसी भी बच्चे को इतने खतरे में डाल सकता है? मैं उस अटैक को एकदम लास्ट मोमेंट पर कैंसिल करने ही वाला था। ऐसा सुनकर बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, शायद से प्रोफेसर सही कह रहे हैं, ये बच्चा और रिएक्ट कर रहा है। आर्ट अपने मन में कहता है क्या ही तो बकवास है, इस तरीके के स्पेल को एक बार इस्तेमाल करने के बाद कैंसिल नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी सबूत नहीं है, इसी कारण से मुझे खुद ही साबित करना होगा। ऐसा कहते हुए आर्ट गीस्ट से कहता है अब मैं अपनी साथी की जगह लेना चाहता हूँ। गीस्ट के लिए ये उसके मन की बात हो जाती है। इतने में ही प्रिंसेस यहाँ से उठकर जाने लग जाती है। आर्ट कहता है क्या तुम ठीक हो? प्रिंसेस रुककर कहती है तुम्हारी मदद की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी थैंक्स। आर्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है गीस्ट से लड़ने के लिए और मेरे ख्याल से अब मुझे गीस्ट की कब्र तैयार कर लेनी चाहिए, पता नहीं किस सेकंड में जरूरत पड़ जाए। गीस्ट कहता है क्योंकि तुम भी एक ऑगमेंटर हो, इसीलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ चुनने के लिए कि मैं किस तरीके से फाइट करूँ। आर्ट कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस तरीके से ज्यादा कॉन्फिडेंट है उसी का इस्तेमाल करो। गीस्ट चिढ़ते हुए अपनी स्वाड को तैयार कर लेता है और लगातार आर्ट के ऊपर हमले करने लग जाता है, लेकिन आर्ट हर एक अटैक से बच रहा होता है। गीस्ट कहता है मैं श्योर हूँ डीसी में सिर्फ चूहे थोड़ी न है जो कि सिर्फ अटैक्स को डॉज करते हैं और भागते हैं। आर्ट कहता है मुझे अटैक करने की क्या जरूरत है जब इतना महान प्रोसेसर मुझे टच तक नहीं कर पा रहा है। ऐसा सुनकर गीस्ट को गुस्सा आ जाता है और आर्ट के ऊपर पावरफुल अटैक्स करने लग जाता है, लेकिन आर्ट इनसे बच रहा होता है। यह देखकर फेरित अपने मन में कहता है क्या मुझे स्टूडेंट काउंसिल को बुलाना चाहिए? ये डेमो की तरह फाइट तो बिल्कुल नहीं है। आर्ट तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी स्वाड से गीस्ट को पीछे धका देता है। गीस्ट अपने मन में कहता है ये तो और भी ज्यादा तेज हो गया है। कैथलीन कहती है आर्थर प्रोफेसर को पीछे पुश कर रहा है। फेरित कहता है ये तो एकदम अलग ही लेवल पर है। आर्ट कहता है अब टाइम आ चुका है इसे खत्म करने का। ऐसा कहते हुए आर्ट लगातार अटैक्स करने लग जाता है। गीस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन कोई भी बात नहीं बन रही होती। गीस्ट चिल्लाकर कहता है नहीं रुक जाओ, और अपन लोग देखते हैं फाइनली गीस्ट का खेल खत्म हो चुका है। तभी आर्ट मुड़ के पीछे देखता है, कैथलीन यहाँ से जारी होती है। आर्ट कैथलीन से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन इतने में ही फेरित कहता है तुमने बहुत ही बढ़िया फाइट करी, मुझे अपने राइवल से यही उम्मीद है। आर्ट कहता है मैं श्योर हूँ अगर तुम रेडी होते तो तुम भी प्रोफेसर को हरा सकते थे। इतने में ही कैथलीन आकर कहती है और अगर मेरी परफॉर्मेंस को बेटर करना हो तो क्या करना चाहिए? आर्ट कहता है अगर तुम जानना चाहती हो तो तुम्हें अपने डिफेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, वो एक बहुत ही बड़ी गलती थी। आर्ट के कारण माहौल थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, लेकिन प्रिंसेस ठीक है कहकर यहाँ से चली जाती है। आर्ट भी यहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है अपने विंड मैजिक की मदद से मैं गीस्ट को जल्दी से नहीं हरा पाया, मुझे अभी भी काफी मेहनत करनी होगी। इसी के साथ आर्ट अपनी अगली क्लास में चला जाता है जो कि एक लैब टाइप की होती है जहाँ पर आर्टिफैक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। इतने में ही यहाँ पर आर्ट के पास एक हरे बालों वाली लड़की आ जाती है जो कि कहती है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? आर्ट कहता है ठीक है कोई बात नहीं। ये लड़की बैठते हुए कुछ न कुछ बड़बड़ाने लग जाती है, जिस कारण से आर्ट कहता है क्या कुछ कहा तुमने? ये बेचारी बहुत ही
थोड़ी नर्वस हो जाती है और हड़बड़ा कर कहती है, मेरा नाम एमिली वाटस्केन है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, क्या प्लीज तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? एमिली अपने मन में कहती है, जरूर से ये सोच रहा होगा कि मैं कितनी अजीब हूँ। लेकिन इतने में ही आर्ट अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और कहता है, मेरा नाम आर्थर लेवाइन है, चलो यहाँ पर साथ में सीखते हैं। एमिली खुश हो जाती है और ब्लश करने लग जाती है। आर्ट इससे हाथ मिलाते हुए देखता है कि इस लड़की ने काफी मेहनत की है। एमिली कहती है, मेरे हाथ तुम्हें खराब लग रहे होंगे, मुझे आर्टिफिशिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। आर्ट कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मेरे हाथ भी तुम्हारे हाथों की तरह ही है। एमिली कहती है, तुम भी काफी मेहनत करते हो, इसी कारण से तुम डीसी के मेंबर हो। अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा गैजेट्स के ऊपर ही काम करती रहती हूँ, इस कारण से मेरे हाथ रफ हो गए हैं। आर्ट कहता है, ऐसा है क्या? यह बात तो मेरे लिए जेलसी की तरह है कि तुम्हें आर्टिफिशिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। लड़ाई के अंदर बेटर होने के लिए तुम्हें लोगों को मारना और तोड़ना पड़ता है, लेकिन आर्टिफिशिंग के अंदर तुम जितने ज्यादा बेटर होंगे तुम उतनी अच्छी चीजों को क्रिएट कर सकते हो। एमिली हैरान होकर कहती है, इस तरीके से तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है मुझे किसी ने ऐसी बात नहीं कही। जब मैंने प्रोजेक्शन डिस्प्ले आर्टिफैक्ट बनाया था उसके बाद से। आर्ट अपने मन में कहता है, होली क्रेप, जब उसने उस चीज को बनाया होगा ये कितने साल की होगी। आर्ट कहता है, मुझे खुशी हुई कि मैं इतनी अच्छी जीनियस के सामने बैठा हूँ। ऐसा सुनते ही भाई साहब एमिली आर्ट के बारे में आर्ट को ही काफी कुछ कहती है और कहती है, मुझे हंसी मत दिलाओ, जैसे कि अजीबोगरीब मानाबिस्ट है और एक प्रोफेसर को फाइट में हरा दिया। आर्ट हैरान हो जाता है। एमिली कहती है, सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैजिक एकेडमी है, यहाँ पर इस तरीके की खबरें बहुत तेजी से फैलती है। एमिली के इतना कहते ही भाई साहब अपन देखते हैं यहाँ पर गाइडियन आ जाता है इन बच्चों का टीचर बनकर। यह बंदा जानबूझकर आर्ट के पीछे पीछे आया होता है और ऐसा रिएक्शन देता है कि ओ माय गॉड, मुझे आर्थर यहाँ पर मिला है। गाइडियन आते के साथ से इन सभी बच्चों को अपनी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बारे में बताने लग जाता है। ये सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं। इतने में ही आर्ट यहाँ पर बाहर की साइड किसी बंदे को देखता है और एक उल्लू जैसा मानाबिस्ट आर्ट के कंधे पर आकर बैठ जाता है। सिल्वी से देखकर पता नहीं क्यों लेकिन सीरियस लग रही होती है और कहती है, पापा ये खतरनाक है। गाइडियन कहता है, ऐसा लगता है डायरेक्टर गुड स्काई तुम्हें देखना चाहती है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और इधर सिल्वी इस मानाबिस्ट को भगाने लग जाती है। आर्ट जैसे ही डायरेक्टर सिंथिया के केबिन के पास पहुँचता है वो अपने सामने कैथलीन को देखता है जो कि गुस्से में लग रही होती है। आर्ट अंदर जाकर डायरेक्टर सिंथिया से मिलता है और कहता है, अगर ये प्रोफेसर से फाइट के बारे में कुछ है तो उसमें मेरी गलती नहीं थी। डायरेक्टर सिंथिया शांति से बैठ जाती है और थोड़ी देर तक आर्ट को देखते रहती है, फिर कहती है, भाई साहब। डायरेक्टर सिंथिया चाहती है कि अब गीस्ट की जगह पर आर्ट क्लास को संभाले एक प्रोफेसर की तरह। भाई साहब लोल, आखिर ये चल क्या रहा है? मतलब अगर ऐसी स्पीड रहेगी तो 3-4 दिन में तो ये खुद ही डायरेक्टर बन जाएगा। आर्ट हैरान होकर कहता है, क्या आप मुझसे बात कर रही है? आखिर कैथलीन ने आपको ऐसा क्या कह दिया जो कि आप मुझे प्रोफेसर बनाना चाहती है? डायरेक्टर सिंथिया कहती है, तुम सेपाइन की प्रिंसेस का डायरेक्ट नाम ले रहे हो, अगर तुम दोनों प्रिंसेस का दिल चुरा लोगे तो ऐसे में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम दो किंगडम्स के बीच में वॉर शुरू करा दो। आर्ट कहता है, इस जोक को अभी के लिए साइड में रखते हैं। डायरेक्टर कहती है, ठीक है तो फिर मुद्दे पर आते हैं, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें प्रोफेसर की तरह सेटल कर सकती हूँ। आर्ट कहता है, ऐसे में प्रोफेसर गीस्ट का क्या? डायरेक्टर कहती है, हम लोगों ने इस इंसिडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन की जिस कारण से गीस्ट की चोरियां पकड़ी गई। प्रिंसेस कैथलीन ने भी मदद करी और अब गीस्ट को जायरस एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया है। अब प्रोफेसर गीस्ट का स्पॉट खाली हो चुका है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसे तुम ले लो। इसके अलावा मेरा और भी कोई अल्टरनेटिव मोटिव नहीं है। इसमें तुम्हारा फायदा है, तुम्हारी रेप्यूटेशन तेजी से ग्रो हो सकती है और कुछ भी दिक्कत आने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डिसीजन तुम्हारे खुद के ऊपर है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपना टाइम बैठे बैठे बर्बाद ना करो क्योंकि तुम ज्यादा ही क्वालिफाइड हो। आर्ट अपने मन में कहता है, आज जो कुछ भी हुआ है उस कारण से वैसे भी मैं अपने आप को छुपा कर नहीं रख सकता। इसी कारण से दोस्तों वो डायरेक्टर सिंथिया के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही आर्ट यहाँ से जा रहा होता है, डायरेक्टर सिंथिया खुद से कहती है, इस बच्चे के अंदर कुछ तो खासियत है, इसके सामने मैं इतनी नर्वस हो जाती हूँ जितना कि मैं रॉयल फैमिलीज के सामने भी नहीं होती। एवियर, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? और दोस्तों अपन देखते हैं डायरेक्टर सिंथिया इतनी देर से इस उल्लू से बात कर रही होती है जो कि इंसानों की तरह ही बोलता है।
एवियर कहता है हाँ ये अलग है, इसे बच्चे की तरह नहीं देखना चाहिए, इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते। डायरेक्टर सिंथिया कहती है तुम इतने श्योर होकर कैसे कह रहे हो। एवियर कहता है उसका बॉन्ड वो कोई फॉक्स नहीं है बल्कि वो एक ड्रैगन है। यह सुनकर डायरेक्टर सिंथिया हैरान हो जाती है। एवियर कहता है जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी मुझे शक है कि वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। सिंथिया उसे कभी भी किसी भी तरीके से अपना दुश्मन मत बनने देना, वो फ्यूचर में तुम्हारा बहुत ही बड़ा साथी साबित हो सकता है और अगर उसने धोखा दिया तो ऐसे में तुम खुद भी समझ सकती हो कि आगे क्या हो सकता है। दोस्तों ये एवियर कोई ऐसा वैसा माना बीस्ट बिल्कुल भी नहीं लगता बल्कि बहुत ही खतरनाक माना बीस्ट लग रहा है और फिलहाल की कंडीशन में ये सिल्वी से ज्यादा ताकतवर है। सीन शिफ्ट होता है और आर्ट एलिजा के पास पहुंच जाता है। एलिजा आर्ट को एक चार्लोट नाम की लड़की से मिलाता है। एलिजा कहता है चार्लोट मेरी क्लास में है, ये चेन को बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाती है। एलिजा और आर्ट आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तभी चार्लोट सिल्वी को टच करने की कोशिश करती है लेकिन सिल्वी गुस्सा करने लग जाती है। एलिजा कहता है तुम्हारी क्लास में क्या चल रहा है, मैंने सुना कि तुमने प्रोफेसर को ही पीट दिया। आर्ट कहता है हाँ अब मैं खुद ही प्रोफेसर बन चुका हूँ। यह सुनकर एलिजा को झटका लग जाता है और अपने मुंह का पानी आर्ट के ऊपर उड़ा देता है। आर्ट कहता है तुम एक प्रोफेसर के ऊपर इस तरीके से कुल्ला नहीं कर सकते। एलिजा कहता है बाय द वे मैं और चार्लोट शॉपिंग पे जाने वाले हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। ऐसा सुनकर चार्लोट खुश हो जाती है लेकिन जैसे ही आर्ट मना कर देता है यह लड़की भी बहाना मार के मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। भाई लोगों मुझे इस लड़की के ऊपर शक हो रहा है ये आर्थर के पीछे पड़ी है या फिर सिल्वी के पीछे और कहीं ये लड़की बेचारे एलिजा का काट न दे। एलिजा कहता है वो अच्छी है ना, तुम्हें क्या लगता है मेरा उसके साथ चांस है। आर्ट कहता है एलिजा मेरे दोस्त, मेरे ख्याल से तुम्हें किसी बेटर को ढूंढना चाहिए। अगले सीन में अपन देखते हैं डायरेक्टर सिंथिया की मदद से आर्ट एक अपर क्लास वाले बच्चों के बीच में चला जाता है जहाँ पर बच्चे आर्ट की तरफ देखकर ही फुसफुस कर रहे होते हैं। तभी आर्ट को यहाँ पर क्लेयर और कर्टिस दिखाई देते हैं और ये सिल्वी बेचारे ग्रोडर को छेड़ने लग जाती है। तभी अपन देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के बंदे भी आ जाते हैं। टेसिया आर्ट को देखकर खुश हो जाती है लेकिन तभी प्रिंस कर्टिस कहता है गुड आफ्टरनून प्रिंसेस टेसिया। लेकिन अपन देखते हैं किसी कारण से टेसिया नाराज लग रही होती है और बहुत शॉर्ट में प्लेजर बोलकर यहाँ से चली जाती है, इन दोनों को ही इग्नोर मार के। कर्टिस कहता है अपन लोगों को भी अपनी साइड पर आगे बढ़ना चाहिए और इतने में ही भाई साहब आर्ट को यहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील होती है और ये बंदा होता है कमीना ल्यूकस। आर्ट के दिमाग में ल्यूकस की सारी मेमोरीज घूम जाती है और अपन देखते हैं इतने में ही यहाँ पर एक प्रोफेसर की एंट्री हो जाती है एक खतरनाक से ईगल जैसे माना बीस्ट के ऊपर। यह प्रोफेसर कहती है वेलकम, मेरा नाम प्रोफेसर ग्लोरी है, मैं तुम्हारी फर्स्ट फाइटिंग मैकेनिज्म टीम की इंस्ट्रक्टर हूँ और ये फ्लेयर होक मेरा बॉन्ड है, इसका नाम है टॉर्च। आर्ट प्रोफेसर ग्लोरी की तरफ देखकर कहता है चलो देखते हैं तुम कितनी ताकतवर हो। ऐसा कहते हुए आर्ट प्रोफेसर का माना को चेक करने वाला होता है लेकिन प्रोफेसर ग्लोरी पहले से ही रेडी होती है और तेजी से आर्ट की तरफ मुड़कर देखती है जिस कारण से आर्ट फेल हो जाता है। ग्लोरी आर्ट की तरफ आगे बढ़ती है और कहती है न्यू प्रोफेसर आर्थर लेवाइन का स्वागत है। सारे बच्चे ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर ग्लोरी कहती है हाँ आर्थर लेवाइन फर्स्ट ईयर वालों का प्रोफेसर बन चुका है। ये बात इन बच्चों को हजम नहीं हो रही होती और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात सही नहीं है। ग्लोरी कहती है डायरेक्टर सिंथिया पर भरोसा रखो, आर्थर ने अपने आप को प्रूफ किया है पुराने प्रोफेसर को हराकर। कुछ बच्चे कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम में से ज्यादातर बच्चे फर्स्ट ईयर वालों के प्रोफेसर को हरा सकते हैं। ग्लोरी कहती है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम अपनी खुद की स्ट्रेंथ को न्यू प्रोफेसर के खिलाफ में चेक करो। ऐसा सुनते के साथ ही ये सारे के सारे बच्चे जेलसी के कारण तैयार हो जाते हैं जैसे कि ये लोग आर्थर को जान से ही मारना चाहते हैं। आर्ट कहता है ऑफर के लिए धन्यवाद लेकिन डायरेक्टर सिंथिया ने कहा है कि अपने सीनियर्स के साथ इजी तरीके से रहना है। ग्लोरी कहती है लेकिन इसमें तो कुछ भी मजा नहीं आने वाला, तुम यहाँ पर डेमो दिखाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना क्लास, मैंने सही कहा ना। ऐसा सुनते ही सारे बच्चे जोश के साथ कहते हैं हाँ बिल्कुल। आर्ट को इस प्रोफेसर के ऊपर डाउट हो रहा होता है कि ये प्रोफेसर ही चाहती है कि सारे के सारे बच्चे आर्ट से लड़े। आर्ट पूछता है वैसे आप शुरुआत किस चीज से कराना चाहती है। ग्लोरी कहती है अपन शुरुआत आराम और फन वाले गेम से करेंगे
करेंगे जिसका नाम है वॉर एंड कॉन्क्विस्ट। आर्ट को पता होता है वॉर एंड कॉन्क्विस्ट गेम कोई इजी पीजी गेम तो बिल्कुल भी नहीं है, और इतने में ही क्लेयर और कर्टिस कहते हैं, प्रोफेसर कैसा रहेगा अगर हम डीसी के 3 बंदे एक टीम में रहे, ऐसे में हमारा कोऑर्डिनेशन भी बेटर होगा। इतने में ही क्लीव कहता है, प्रोफेसर ग्लोरी, मैं और प्रिंसेस टेसिया इनके टीम के खिलाफ में रहना चाहते हैं। टेसिया मना करने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी बात नहीं बनती। इतने में ही प्रोफेसर ग्लोरी कहती है, बहुत ही मजा आने वाला है, डीसी वर्सेस स्टूडेंट काउंसिल, अब असली में मजा आने वाला है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, 2 वर्सेस 3 जमेगा नहीं। और दोस्तों इतने में ही ल्यूकस अपना हाथ उठा देता है और कहता है, मैं स्टूडेंट काउंसिल की टीम की तरफ से लड़ना चाहता हूँ। प्रोफेसर ग्लोरी कहती है, ये बड़ा रहेगा, तुम 6 के 6 लोग तैयार हो जाओ और अपना अपना गियर पहन लो। ल्यूकस आर्ट के पास जाता है और कहता है, तो तुम ही वही कॉमनर हो जिसने कि मेरा डीसी का स्पोर्ट मुझसे छीन लिया। आर्ट कहता है, इसमें छीनने जैसी कोई भी बात नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा था ही नहीं। ये सभी 6 लोग अपना अपना गियर पहन रहे होते हैं, तभी आर्ट की मदद करने के लिए टेसिया आ जाती है। टेसिया कहती है, मुझे नफरत है ऐसा एक्ट करने से कि मैं तुम्हें नहीं जानती, क्योंकि डायरेक्टर सिंथिया ने कहा है कि तुम लो प्रोफाइल रखना चाहते हो। आर्ट कहता है, अब उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उस काम को मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे भी जब तक मेरी मेन चीजें छुपी रहेगी तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये जानकर टेसिया को काफी अच्छा लगता है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर ग्लोरी आ जाती है। आर्ट कहता है, टेस चलो देखते हैं तुम कितना इम्प्रूव हुई हो। टेसिया कहती है, तुम भी तैयार रहना। सारे के सारे लोग तैयार हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर ग्लोरी रूल्स बताने लग जाती है। मैच 30 मिनट का होने वाला है, इसके बाद एनालिसिस के लिए ब्रेक लेना होगा। कर्टिस और क्लेयर के हाथ बांध दिए जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने बाकियों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की हुई है। सामने वाली टीम अगर आर्ट को हरा देती है तो ऐसे में टीम डीसी हार जाएगी और ये सब कुछ मेजर होगा इनके गियर के जरिए। और इसी के साथ फाइनली इन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। क्लेयर क्लीव के ऊपर हमला कर देती है और कर्टिस टेसिया के पीछे पड़ जाता है। आर्ट मन में कहता है, कर्टिस टेसिया को नहीं हरा सकता लेकिन वो उसे लंबे टाइम तक रोक सकता है। इतने में ही ल्यूकस आर्ट के सामने तैयार होकर आ जाता है। ल्यूकस कहता है, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या तुम डरते हो कि तुम्हारी रेपुटेशन मिट्टी में मिलने वाली है? तभी भाई साहब आर्ट अपने आप को तैयार कर लेता है और आर्ट के प्रेशर को आसपास के मौजूद सभी लोग फील कर पा रहे होते हैं। आर्ट तेजी से ल्यूकस के ऊपर हमला कर देता है। ल्यूकस अपने आप को बचाने के लिए एक मजबूत बैरियर बना लेता है जिस कारण से ल्यूकस बच जाता है। तभी आर्ट देखता है कि ल्यूकस ने अपने आसपास बॉम्ब्स फैला लिए हैं। ल्यूकस इन बॉम्ब्स की मदद से आर्ट के ऊपर हमला कर देता है। आर्ट तेजी से इन सभी से बचते हुए अपने मन में कहता है, इसका माना पूल पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुका है। आर्ट ल्यूकस की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन ल्यूकस फ्लेम्स की मदद से आर्ट को वापस पीछे कर देता है। आर्ट कहता है, डैम इट, बिना फायर और वाटर एलिमेंट के मैं इस हीट का कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ल्यूकस हमला करते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि मैं डीसी में नहीं हूँ, नहीं तो मुझे तुम जैसे कमजोरों के बीच में रहना पड़ता। आर्ट को ल्यूकस के हमलों से बचने में काफी दिक्कत आ रही होती है। तभी आर्ट बहुत ही ज्यादा फोकस करता है और अपने मन में कहता है, कैसा रहेगा अगर मैं विंड एलिमेंट की मदद से ऑक्सीजन को यहाँ से हटाने की कोशिश करूं। तो ऐसे में ल्यूकस की फ्लेम्स अपने आप ही बुझ जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या मैं इतनी तेजी से ऐसा कर सकता हूँ? ये सब देखते हुए प्रोफेसर ग्लोरी ऊपर से कहती है, जितना कि मैंने सोचा था ल्यूकस उससे ज्यादा ताकतवर है। ल्यूकस का इन्फर्नो केज एक एडवांस स्पेल है लेकिन उसके बावजूद भी इतनी से उम्र में ल्यूकस से अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ल्यूकस की माना कैपेसिटी किसी सिल्वर कोर वाले मेज के बराबर लग रही है। स्पेशली अगर उस तरीके के बच्चे और भी ज्यादा आने लग जाएंगे तो ऐसे में अपन बूढ़े लोगों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आर्थर लेवाइन डुअल एलिमेंटल है लेकिन उसके पास स्पेल्स की कमी है, लेकिन वो मूवमेंट्स के कारण से अच्छा कर पा रहा है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर इसने गीस्ट को कैसे हराया और आखिर इतनी सी उम्र में इतना खतरनाक प्रेशर इसके पास कैसे आ गया।
तभी ग्लोरी अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि आर्ट ने अपनी सांस रोककर अपने आसपास ऑक्सीजन को हटाने के लिए बैरियर तैयार कर लिया होता है। आर्ट ल्यूकस की फायर पावर को कम करने में काफी हद तक कामयाब हो जाता है, लेकिन अभी भी आर्ट की यूनिफॉर्म खतरे में होती है। अगर यह यूनिफॉर्म पूरी डैमेज हो गई तो आर्थर एलिमिनेट हो जाएगा। ग्लोरी अपने मन में कहती है, ये लिटिल मॉन्स्टर विंड मैजिक के अंदर भी काफी कुछ होता है कंट्रोल करने के लिए, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा लेवल का कंसंट्रेशन लगता है। इसी कारण से मेजेस डायरेक्ट विंड मैजिक का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट पे हमला नहीं करते। फॉर एग्जांपल, उनके लंग्स के अंदर से डायरेक्ट ऑक्सीजन को बाहर खींच लेना। ऐसा करने से विंड मैजेस को घंटों का टाइम लग जाता है। इसी कारण से विंड मैजेस अपने खुद के ऊपर बैरियर बनाकर रखते हैं हमला करने के लिए। ऐसा करना विंड मैजेस के लिए ज्यादा आसान होता है, लेकिन अभी भी आर्थर के पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी यूनिफॉर्म पूरी डैमेज हो सकती है। आर्ट आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, वैक्यूम की मदद से खुद को प्रोटेक्ट करना ये थोड़ा आसान है। अगर मैं किसी तरीके से ल्यूकस के बैरियर के अंदर चला जाता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ल्यूकस खुद से कहता है, ये ऐसा कैसे कर पा रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। और ऐसा कहते हुए ल्यूकस एक तरीके के फ्लेम बीस्ट को समन कर लेता है। जैसे ये फ्लेम बीस्ट आर्ट के ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है, आर्ट कुछ सेंस करता है। सिल्वी कहती है, पापा मम्मा खतरे में आ चुकी है, और इतने में ही ये फ्लेम बीस्ट आर्ट के ऊपर भी हमला कर देता है। आर्ट जैसे तैसे अपने आप को बचा रहा होता है। फटाक से आर्ट ग्लोरी की तरफ देखता है, जो कि तेजी से आगे बढ़ रही होती है, और इतने में ही आर्ट अपने स्टैटिक वॉइड का इस्तेमाल करता है। पूरा का पूरा टाइम यहाँ पर रुक चुका होता है। आर्ट तेजी से टेसिया की साइड पर आगे बढ़ता है और देखता है कर्टिस अपनी बीस्ट व्हील का इस्तेमाल कर रहा है। कर्टिस अपना पावरफुल हमला कर चुका होता है, लेकिन टेसिया के पास कोई भी बैरियर नहीं होता सेफ्टी के लिए। आर्ट कहता है, मेरा ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा माना खत्म हो चुका है, मैं इस अटैक से डिफेंड नहीं कर सकता। इसी कारण से दोस्तों, ये पूरा का पूरा अटैक टेसिया को बचाने के लिए आर्ट खुद के ऊपर ले लेता है। इसी के साथ अपन लोग एक थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। अपन लोग देखते हैं टेसिया कर्टिस को अच्छी खासी टक्कर दे रही होती है, लेकिन अचानक से ही टेसिया के कोर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। टेसिया सोचती है, क्या ये सब एल्डरवुड गार्डियन के कोर के कारण से हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। टेसिया के कोर में पेन होने लग जाता है और कर्टिस अपना पावरफुल हमला कर चुका होता है। तभी आर्ट अपने स्टैटिक वॉइड का इस्तेमाल करता है और टेसिया के सामने आ जाता है और पूरा का पूरा इम्पैक्ट खुद के ऊपर ले लेता है। जैसे यहाँ का धुआं हटता है, ग्लोरी ये देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर आर्थर यहाँ पर कैसे आ गया। कर्टिस भी भागते हुए आता है और कहता है, प्रोफेसर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि वो बेहोश हो जाएगी। ग्लोरी फटाक से ट्रीटमेंट का बंदोबस्त करती है और अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट बेड पे लेटा होता है काफी सारी बैंडेजेस के साथ में। जैसे ही आर्ट को होश आता है, वो अपने सामने सिल्वी को देखता है, जो कि आर्ट को एक चपेट लगाते हुए कहती है, पापा तो बहुत ही बड़े बेवकूफ है, आपको लगता है आप बहुत ही पावरफुल हो, अगर आपको कुछ हो जाता तो ऐसे में सिल्वी का क्या होता। आर्ट कहता है, सिल्वी मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। इतने में ही कोई बाहर की साइड से दरवाजा नॉक करता है। आर्ट देखता है ये डायरेक्टर सिंथिया है, जो कि आर्ट को देखने के लिए आई है। आर्ट कहता है, टेसिया कैसी है। डायरेक्टर सिंथिया कहती है, उसकी कंडीशन तुमसे कहीं बेटर है, फिलहाल के लिए उसकी बीस्ट व्हील उसकी प्रॉब्लम है, उसकी बॉडी बीस्ट व्हील को हैंडल नहीं कर पा रही है। आर्ट कहता है, उसे बीस्ट व्हील मैंने ही ला कर दी और उसकी मदद मुझे ही करनी चाहिए, लेकिन ऐसी कंडीशन में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। डायरेक्टर सिंथिया कहती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने टेसिया की बीस्ट व्हील को छुपा कर रखा। मैं अगर प्रोफेसर ग्लोरी को इस बारे में बता देती तो यह सिचुएशन अवॉइड की जा सकती थी। आर्थर, वैसे तुम्हारा बहुत ही बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी डिसाइपल की जान बचाई। आर्ट कहता है, इस तरह से कहना बंद कीजिए जैसे कि मैं मरने वाला हूँ। डायरेक्टर सिंथिया हंसते हुए कहती है, मैंने रॉयल फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग भी यहाँ पर आते ही होंगे। जैसे डायरेक्टर सिंथिया यहाँ से बाहर निकलती है, अपन लोग टेसिया को देखते हैं, जो कि आर्ट से मिलने से मना कर देती है ताकि आर्ट आराम कर सके। डायरेक्टर सिंथिया देख पा रही होती है टेसिया दुखी है, इसी कारण से टेसिया का ध्यान बटाने के लिए डायरेक्टर सिंथिया टेसिया को डिलीशियस खाना खिलाने ले जाती है। Later that same evening.
आर्ट को जैसे ही होश आता है, आर्ट अपने सामने अपनी फैमिली को देखता है जो कि आर्ट के लिए चिंता कर रही है। आर्ट कहता है परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। एली चिढ़ाते हुए कहती है ब्रदर तुम्हारी हालत तो बहुत ही घटिया लग रही है। इतने में रे कहता है भले ही एली इस तरीके से कह रही है लेकिन तुम्हारे बारे में जानने के बाद एली से भी ज्यादा एली रो रही थी। एली चिढ़ते हुए रे को मारने लग जाती है। फादर आपने कहा था कि इस बारे में आप नहीं बताएंगे। एलिस खामखा चिंता कर रही होती है और सोच रही होती है न जाने आर्ट ने कितने बच्चों को चोट पहुंचा दी है। आर्ट कहता है मदर चिंता करने की कोई बात नहीं है। इतने में ही अपन देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है एलनोर किंगडम के किंग और क्वीन टेसिया और डायरेक्टर सिंथिया की। एलिस और रे चौंक जाते हैं और कहते हैं यूर मेजेस्टीज आप लोगों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। एल्फ किंग रे के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं आपसे मिलकर हमें खुशी हो रही है क्योंकि आपके बच्चे के कारण हमारी बेटी की जान बची है और वो भी 2 बार। एल्फ क्वीन कहती है हाँ हम लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे आप लोगों से मिलने का। एल्फ किंग कहते हैं ये हमारे फादर है एलनोर के फॉर्मर किंग और ये है हमारी डॉटर टेसिया। टेसिया बहुत ही खुश होकर कहती है मेरा नाम टेसिया एर्लिथ है, मैं आर्थर की फ्रेंड हूँ, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। ऐसा सुनकर रे और एलिस आर्ट की तरफ देखते हैं और स्माइल करने लग जाते हैं। फिर एलिस टेसिया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुमसे मिलकर भी बहुत ही खुशी हुई। आर्ट ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया है, हमें खुशी है कि आर्ट तुम्हारे साथ है अभी के लिए और फ्यूचर में भी। ऐसा सुनकर टेसिया को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। फ्यूचर वाली बात एलिस ने टेसिया के एकदम कानों में कही है और दोस्तों मेरे ख्याल से इन दोनों ने तो मूड बना लिया है, इन लोगों को बहू मिल चुकी है। वीरियन आर्ट से कहते हैं कैसा फील कर रहे हो। आर्ट कहता है फिलहाल में तो चिंता हो रही है कि आखिर ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वीरियन कहते हैं रिलैक्स, ज्यादा से ज्यादा ये बुरा होगा कि तुम्हें मेरा दामाद बनना पड़ जाएगा। ऐसा सुनते ही टेसिया वीरियन को चुप कराती है। इसके बाद एली एकदम फुल एटीट्यूड में कहती है तो तुम ही वो लड़की हो जिसे बचाते हुए मेरे भाई की ऐसी हालत हो गई है। टेसिया कहती है हाँ और तुम ही आर्ट की छोटी सिस्टर हो है ना, जितना कि मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा सुंदर हो। एली कहती है ठीक है और तुम भी कम थोड़ी ना हो। इतने में ही आर्ट कहता है एली जिसने तुम्हें एरो और बो गिफ्ट दिया है वो यही है। एली टेसिया को थैंक्स कहती है फिर एकदम से कहती है ब्रदर जल्दी से मुझे बताओ हम दोनों में से ज्यादा प्रीटी कौन है। आर्ट कहता है मेरी नजरों में तो तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो। ऐसा सुनते ही ये दोनों एक साथ कहती है ये बच गया क्योंकि इसकी हालत पहले से खराब है। इसके बाद वीरियन कहते हैं वैसे तुम्हारे हाथ में एल्डरवुड गार्डियन का मानाकोर कैसे लग गया। आर्ट कहता है ऑफ कोर्स उसे मारने के बाद। यह सुनकर वीरियन कुछ न कुछ सोचने लग जाते हैं। तभी डायरेक्टर सिंथिया कहती है कुछ और भी लोग हैं जो कि बाहर इंतजार कर रहे हैं आर्ट से मिलने के लिए। इसके बाद जैसे ही आर्ट की फैमिली और टेसिया की फैमिली यहाँ से चली जाती है, आर्ट के पास दिन भर कोई न कोई लोग आते ही रहते हैं आर्ट के हालचाल पूछने के लिए। यहाँ पर प्रिंसेस कैथलीन भी आती है बहुत सारे फ्रूट्स लेकर और भाई साहब गार्डियन भी आता है जो कि आर्ट को कुछ न कुछ पिला रहा होता है। गार्डियन जाते हुए कहता है तुम जब ठीक हो जाओ तुम तुम्हारे पर्सनल ट्रेनिंग रूम में जा सकते हो। डायरेक्टर गुड स्काई की मदद से मैंने काफी सारे आर्टिफैक्ट बनाए हैं तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए। जैसे सभी लोग चले जाते हैं यहाँ पर टेसिया दोबारा आ जाता है। आर्ट पूछता है तुम्हारी बीस्ट विल ट्रेनिंग कैसे चल रही है, क्या तुम्हारे मानाकोर में किसी तरीके का पेन या फिर प्रेशर तो नहीं फील हो रहा है। टेसिया कहती है तुम खुद मरते मरते बचे हो फिर भी तुम मेरी चिंता कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से जब अपन पहली बार मिले थे। आर्ट की बॉडी में अभी भी काफी पेन हो रहा होता है। टेसिया कहती है मैं तुमसे अच्छे से माफी मांगना चाहती हूँ। आर्ट कहता है टेस मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ चिंता मत करो और तुम्हें माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। टेसिया कहती है नहीं मैं उस बात के लिए माफी नहीं मांग रही हूँ, मैं माफी मांग रही हूँ तुम्हारा फायदा उठाने के लिए। ऐसा कहते हुए भाई साहब लिटरली टेसिया आर्ट को किस कर देती है। भाई साहब ये क्या चल रहा है, दे आर लिटरली 12 ईयर्स। अगले सीन में अपन देखते हैं टेसिया बहुत तेजी से भागते हुए एक जगह पर आकर रुक जाती है। टेसिया का चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ चुका होता है और बहुत ही ज्यादा नर्वस होके सोच रही होती है ये मैंने क्या किया, वो मेरी फर्स्ट किस थी, क्या मैंने सही से करी। मुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, जो कुछ मैंने किया
फैसला सही किया। अगर मैं सब कुछ आर्ट के ऊपर छोड़ देती तो कुछ भी आगे ही नहीं बढ़ता। वैसे भी हर वक्त वो मुझे बच्ची की तरह ट्रीट करता है। जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ है। इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो ऐसे में उसका ही घाटा है। मैं एक टैलेंटेड मेज हूँ, स्मार्ट और पॉपुलर भी, साथ ही साथ दिखने में भी खराब नहीं हूँ। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और आर्ट यही सोच रहा होता है कि ये मैंने क्या किया, मैंने 13 ईयर ओल्ड लड़की को किस किया, ऐसे में तो मैं क्रिमिनल बन चुका हूँ। लेकिन किस तो टेसिया ने खुद से ही की थी। दोस्तों भले ही आर्ट ऐसा कह रहा है लेकिन अपन इसके हाव भाव से देख पा रहे हैं बंदे ने एंजॉय तो जरूर किया था। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और अपन देखते हैं 2 दिन बीत चुके होते हैं। कल से आर्ट फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाना शुरू करने वाला है। आर्ट डायरेक्टर सिंथिया से कहता है टेसिया की एसिमिलेशन कैसे चल रही है। डायरेक्टर कहती है अच्छी चल रही है। टेसिया के ग्रैंडफादर उसकी मदद कर रहे हैं लेकिन वो जल्द ही एल्नोर किंगडम में वापस जाने वाले हैं। इसी के साथ आर्ट 2 दिन में थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका होता है और अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के सामने आ जाता है। गार्डियन काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। हालांकि डायरेक्टर सिंथिया ने छोटे मोटे आर्टिफैक्ट बनाने के लिए कहा था जिनसे कि आर्ट की ट्रेनिंग हो सके, लेकिन ऐसा लग रहा है गार्डियन ने खुद की मदद से कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल का काम कर दिया है। जैसे ही गार्डियन इस रूम को ओपन करता है अपन लोग देखते हैं अंदर हरियाली मौजूद होती है और गार्डियन का बनाया हुआ आर्टिफैक्ट जो कि एक रोबोट है। गार्डियन बताता है ये कोई ऐसा वैसा आर्टिफैक्ट नहीं है बल्कि ये खुद से काफी चीजों को एडजस्ट कर सकता है और ये किसी मीडियम लेवल के सिल्वर मेजेस के स्पेल्स का भी सामना कर सकता है। ये मेरी ट्रेनिंग ऑपरेटर एंड ब्लास्ट इंडक्टर का अभी तक का लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट एडिशन है। तुम इसे टोबी कह सकते हो। फिलहाल में ये लेवल 5 पर सेट है जो कि इसकी बेस स्टेट है और ये फिलहाल में किसी डार्क ऑरेंज वाले माना बिस्ट के बराबर है। आर्ट तैयार होते हुए कहता है तो तुम कह रहे हो अगर इसका कंपैरिजन इंसान से किया जाए तो ये येलो कोर वाले इंसान के बराबर है। गार्डियन कहता है हाँ, और क्योंकि ये पूरी तरीके से हार्ड मेटल से बना है इस कारण से इसकी ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा है। भाई साहब गार्डियन अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पाता, इससे पहले ही आर्ट तेजी से टोबी के ऊपर हमला कर देता है और उसके अंदर एक बड़ा सा छेद कर देता है। यह देखकर गार्डियन हैरान हो जाता है। आर्ट कहता है ऐसा लगता है तुम्हें टोबी के लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। इतने में ही दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन कुछ लोगों को देखते हैं जो कि रेत स्कल्स नाम के माना बिस्ट को मार रहे होते हैं। ये लोग इन रेत स्कल्स के कारण से अजीब फील कर रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों ने आज से पहले इस तरीके के रेत स्कल्स नहीं देखे हैं। और तभी दोस्तों यहाँ पर अपन एक लांस को मौजूद देखते हैं जिसका की नाम है बेरन, यानी कि ल्यूकस का बड़ा भाई। बेरन कहता है क्या तुम लोग श्योर हो कि इस डंजन में आज से पहले कोई भी नहीं आया है। यह बंदा जवाब देता है हाँ। इसी के साथ बेरन एक कपड़े को देखते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो यहाँ का मामला सीरियस होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। आर्ट की ट्रेनिंग काफी जोरों शोरों से चल रही होती है और अपन देखते हैं आर्ट टोबी के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। आर्ट ट्रेनिंग के दौरान ही गार्डियन को सजेशन दे रहा होता है कि टोबी को और कैसे पावरफुल बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली ट्रिक। आर्ट कहता है अगर सर्कल की जगह पर इस तरीके का बैरियर बनाया जाए तो टूटने के बाद इसे आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। ऐसे में माना की बचत की जा सकती है। और ये सुनकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। हाँ दोस्तों एलिजा भी यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों ये लोग हैरान इसलिए है क्योंकि इस तरीके का बैरियर बनाना या फिर इसका आइडिया सोचना कोई भी कैजुअल बात नहीं, बहुत ही यूनिक बात है। डायरेक्टर सिंथिया ये जानते के साथ ही गिल्ड मेजेस के पास चली जाती है उन लोगों को ऐसे बैरियर के बारे में बताने के लिए। गार्डियन कहता है मुझे बताओ और क्या क्या खजाना तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। इसी के साथ दोस्तों एक दिन बीत चुका होता है और आर्ट जा रहा होता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। आर्ट की हालत खराब लग रही होती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग कर ली है। इसी कारण से वो लड़खड़ा कर गिरने वाला होता है। लेकिन इतने में वो कैथलीन के कंधे का सहारा लेता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तभी कैथलीन कहती है तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए था। ऐसा कहते हुए कैथलीन आर्ट को अच्छे से सहारा देते हुए यहाँ
वहाँ से ले जाने लगती है। भाई ये बंदा जानबूझकर ऐसा करता है ऐसे मौकों के लिए। इतने में सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम के अंदर और यहाँ पर सारे के सारे बच्चे आर्ट के बारे में बकवास बातें कर रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक फर्स्ट ईयर वाला बंदा प्रोफेसर बन गया है। यहाँ पर मौजूद सारे के सारे बच्चे आर्ट के बारे में बुराई ही कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई एक बंदा ऐसा मौजूद है जो कि आर्ट के बारे में अच्छा सोच रहा होता है और ये बंदा होता है फेफे द गॉड। इतने में ही यहाँ पर आर्ट की एंट्री हो जाती है और आर्ट की एंट्री धमाकेदार होती है क्योंकि सेपाइन की प्रिंसेस खुद सहारा दे रही होती है आर्ट को चलने के लिए। ये सब देखते हुए आर्ट अपने मन में कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये भी तो प्रिंसेस है। कैथलीन अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद आर्ट अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसे सुनने के बाद ये सारे के सारे बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं और आर्ट को भगाने लग जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक हट्टा कट्टा बंदा आर्ट के सामने आ जाता है और कहता है जिस तरीके से एक प्रोफेसर को हराकर तुम प्रोफेसर बने हो उसी तरीके से मैं भी प्रोफेसर बनना चाहता हूँ तुम्हें हराकर। इस बंदे को पीछे वाले बहुत सारे बच्चे सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आर्ट सीरियस होकर कहता है तुम बैठ जाओ और ये बंदा डर के मारे वही के वही बैठ जाता है। आर्ट सारे के सारे बच्चों से कहता है मैं तुम में से किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा मेरी क्लास को अटेंड करने के लिए, लेकिन अगर तुम में से कोई भी थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि आखिर मुझ जैसा छोटा बच्चा प्रोफेसर कैसे बना, तो ऐसे में उन सभी इंटरेस्टेड बच्चों का मेरी क्लास में स्वागत है। आर्ट को देखते हुए सारे के सारे बच्चे सीरियस हो जाते हैं और ये बंदा भी उठकर कहता है यस सर और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। आर्ट कहता है क्योंकि ये माना कंट्रोल क्लास है इसी कारण से मैं तुमसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आर्ट इन सभी बच्चों से 2 बेसिक सवाल पूछता है जो कि इन लोगों को नहीं आ रहे होते और आपस में ही डिस्कशन करने लग जाते हैं। तभी ये पोनी टेल बालों वाला बंदा अपना हाथ उठाता है और आर्ट के सवालों का सही सही जवाब दे देता है। आर्ट कहता है गुड। आर्ट तीसरा सवाल पूछता है क्या किसी भी मैच का पावर लेवल चेक करने के लिए क्या उसके माना कोर का कलर देखना क्या ये सचमुच में सही तरीका होता है। इस सवाल का किसी भी बच्चे के पास कोई जवाब नहीं होता, इसी कारण से आर्ट 6 बच्चों को सामने बुला लेता है इसी बारे में बताने के लिए। 3 बच्चे कॉन्जूरर्स होते हैं और 3 बच्चे ऑगमेंटर्स होते हैं। आर्ट इन सभी से कह देता है अपना अपना एक बेसिक स्पेल तैयार कर लो। जैसे ये 6 बच्चे स्पेल्स तैयार कर लेते हैं, आर्ट कहता है अब ऑगमेंटर्स अपने स्पेल को लॉन्च करो और कॉन्जूरर्स अपने स्पेल को वापस से अपने हाथ में एब्जॉर्ब कर लो। ये सभी बच्चे ऐसा करने की ट्राई करते हैं लेकिन सभी के सभी बच्चे फेल हो जाते हैं सिर्फ कैथलीन को छोड़कर। ये बच्चे कहते हैं आखिर कोई कॉन्जूरर अपने रेडी स्पेल को वापस से एब्जॉर्ब कैसे कर सकता है और जो हाई लेवल के ऑगमेंटर्स होते हैं सिर्फ वही अपने स्पेल्स को लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा सुनते ही आर्ट जो कि खुद एक कॉन्जूरर है इन सभी बच्चों को एक पावरफुल स्पेल लॉन्च करके दिखाता है। आर्ट कहता है तुम लोग ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर एक कॉन्जूरर अपने स्पेल को वापस एब्जॉर्ब कर लेता है तो ऐसे में वो क्या कुछ कर सकता है। मैं तुम सभी लोगों की सिर्फ मदद करना चाहता हूँ, इसी कारण से जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं वो लोग नीचे आ सकते हैं। इसी के साथ आर्ट की क्लास खत्म हो जाती है और ये सारे बच्चे यही बात कर रहे होते हैं कि आर्ट ने वो सब कैसे किया, क्या आर्ट ने किसी तरीके का आर्टिफैक्ट तो नहीं इस्तेमाल किया था। आर्ट एक जगह पर शांति से बैठा होता है और सिल्वी से कहता है प्रोफेसर बनने का ये फायदा है कि मैं क्लास जल्दी से खत्म कर सकता हूँ। इतने में ही अपन देखते हैं आर्ट के पास प्रिंसेस कैथलीन आ जाती है जो कि कहती है क्या ये जगह खाली है। कैथलीन आर्ट के साइड में बैठ जाती है और सोचते हुए कहती है आज का लेसन अच्छा था। आर्ट कहता है थैंक्स। इसके बाद में कैथलीन चुप हो जाती है। आर्ट अपने मन में कहता है इस लड़की को मैं कभी नहीं समझ सकता, पता नहीं क्या सोचती रहती है। इतने में कैथलीन एकदम से ही कहती है आर्थर कुछ है जो कि मैं तुमसे बहुत लंबे समय से कहना चाहती हूँ। भाई लोगों मुझे फीलिंग आ रही है कि ये आर्ट का बच्चा वॉर करा के ही मानेगा। आर्ट के पसीने छूट जाते हैं और अपने मन में कहता है ये क्या है, ये सही नहीं है, कहीं कैथलीन भी तो अपनी लव फीलिंग्स नहीं बताने वाली, कहीं मेरी वजह से सचमुच में इन 2
किंगडम्स के बीच में वॉर ना हो जाए। आर्ट के इतना सोचते ही अपन लोग देखते हैं दोस्तों कैथलीन कोई प्रपोज नहीं करती, बल्कि अपने फादर और भाई की तरफ से आर्ट से अच्छे से माफी मांगती है। आर्ट रिलैक्स हो जाता है और कहता है मैं सरप्राइज हूँ कि तुम उस बात के लिए अभी भी परेशान हो रही हो, और अगर ऐसी बात है तो तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कैथलीन कहती है मुझे लगा कि ये जरूरी है क्योंकि अब अपन फ्रेंड्स है ना। आर्ट कहता है ऐसा है क्या, तुम मुझे फ्रेंड मानती हो, ठीक है फिर। कैथलीन अपने मन में कहती है कितनी अजीब बात है, मैं हमेशा से ही अपने बैकग्राउंड, टैलेंट और अपने अपीयरेंस को ब्लेम करते हुए आ रही हूँ कि इस कारण से मेरी आजादी छीन ली गई, लेकिन फिर भी आखिर कोई ऐसे लड़के को जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड हो, कोई इसे कैसे जज कर सकता है। ऐसा सोचते हुए पता नहीं किस तरीके से लेकिन कैथलीन को हंसी आ जाती है और ये देखकर आर्ट कहता है ये क्या, मैं आइस प्रिंसेस को हंसते हुए देख रहा हूँ। कैथलीन मुंह फेर लेती है और कहती है वैसे आज का लेसन बहुत ही अच्छा था, तुमने विंड बुलेट का इस्तेमाल उस तरीके से कैसे किया। आर्ट कहता है ओ तो तुम इसीलिए यहाँ पर आई हो, इस बारे में जानना ही तुम्हारा असली मोटिव है ना। कैथलीन कहती है नहीं, मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट कहता है रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। वैसे मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैं अपनी ब्राइटेस्ट स्टूडेंट को एडवांटेज दे दूंगा तो ऐसे में ये और भी ज्यादा अनफेयर हो जाएगा। ऐसा कहते हुए आर्ट यहाँ से जाने लग जाता है। तभी अपन लोग सिल्वी को देखते हैं जो कि कैथलीन को भी पसंद करने लग जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स टेसिया जितनी तो बिल्कुल भी नहीं। अगले सीन में अपन देखते हैं गाइडियन पढ़ा रहा होता है लेकिन एमिली और आर्ट अपनी ही बातचीत कर रहे होते हैं। इसी कारण से गाइडियन एमिली को चौक फेंक के मारता है और एमिली से एक सवाल पूछता है, लेकिन एमिली इस सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे से दे देती है। जैसे इस क्लास की छुट्टी होती है आर्ट एमिली से कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, उस बुढ़ऊ ने अपन लोगों को प्रोजेक्ट दे दिया है। एमिली कहती है वैसे मेरे पास कई सारे प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा में पड़े हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ऐसा सुनकर आर्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सिल्वी कहती है पापा अपना काम खुद करना चाहिए। इतने में ही यहाँ पर एलिजा आ जाता है आर्ट को बुलाने के लिए। आर्ट एलिजा और एमिली का आपस में इंट्रोडक्शन कराता है। आर्ट मन में कहता है कहीं न कहीं ये दोनों एक जैसे ही है। इतने में ही एलिजा कहता है अरे हाँ, डायरेक्टर सिंथिया तुम्हें ट्रेनिंग रूम में बुला रही है। आर्ट जैसे ही ट्रेनिंग रूम में जाता है वो अपने सामने टेसिया को देखता है जो कि ट्रेनिंग कर रही है। टेसिया कहती है क्या अपन ट्रेनिंग शुरू करें। इसी के साथ आर्ट अपने क्वाड्रा एलिमेंट की मदद से टेसिया की बीस्ट व्हील ट्रेनिंग में मदद करने लग जाता है। काफी देर ट्रेनिंग करने के बाद ये दोनों थक जाते हैं। तभी लास्ट में टेसिया कहती है आर्ट क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें किस करी। आर्ट कहता है नहीं, मैं तो बस सरप्राइज था लेकिन नाराज नहीं। टेसिया कहती है अगर ऐसी बात है तो तब से तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। आर्ट कहता है कम ऑन टेस, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और अभी भी अपन दोनों बहुत छोटे हैं। मुझे पता है तुम्हारी उम्र में मैरिज होना कोई अजीब बात नहीं है क्योंकि तुम एक रॉयल हो, लेकिन मेरा कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। टेसिया कहती है तुम बहाने बना रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है मेरा कहने का मतलब शादी बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है मैंने किस करके गलती करी, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि चीजें आगे बढ़े। आर्ट हंसते हुए कहता है ऐसा मत कहो क्योंकि अपन दोनों वैसे भी काफी आगे आ चुके हैं। पहले तो तुम छोटी बच्ची थी जो कि सिर पर रोती रहती थी। ऐसा सुनकर टेसिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और कहती है बस बहुत हो गया, मुझे तुमसे जवाब की कोई उम्मीद नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम इसे सीरियसली लो। ऐसा कहते हुए टेसिया यहाँ से जाने लग जाती है और कहती है माफ करना, मैंने ही कुछ ज्यादा उम्मीद कर ली थी। आर्ट टेसिया को रोकने की कोशिश करता है लेकिन टेसिया नहीं रुकती। टेसिया दरवाजे के पास से कहती है तुम काफी चीजों को लेकर कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुम उन चीजों में अच्छे हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जिनमें तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे आसपास के लोग ये नोटिस नहीं कर पा रहे हैं कि तुम जबरदस्ती में अपने आप को हैप्पी शो करने की कोशिश करते हो। तुम्हारा रिएक्शन अभी भी वैसा ही है और तुम मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रहे हो। ऐसे में क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ही इमेच्योर हो कि जिस तरीके से तुमने लिलिया को रिजेक्ट किया है। यह सुनकर आर्ट को एक
झटका लगता है और वो अपने मन में कहता है, आखिर इस बारे में टेसिया को कैसे पता चला? क्या टेसिया ने वो बात सुन ली या फिर लिलिया ने उसे कहा? टेसिया यहाँ से ऑलरेडी जा चुकी होती है। आर्ट कहता है, डैम इट, अब मैं क्या करूं? मैं टेसिया को अपनी पास्ट लाइफ और अपनी मेंटल एज के बारे में भी कुछ भी नहीं बता सकता। दोस्तों, आज के चैप्टर्स कुछ ज्यादा ही सीरियसनेस से भरे हुए थे। आने वाले वीडियोस में अपन लोग देखने वाले हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी कैसे टर्न लेती है। इसीलिए दोस्तों, सारे के सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। अपन देखते हैं, आर्ट लेवल 8 टोबी के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है, लेकिन आर्ट के दिमाग में सिर्फ टेसिया की ही बातें घूम रही होती है। काफी देर ट्रेनिंग करने के बाद टोबी का माना खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं ग्लोरी आ जाती है। ग्लोरी आर्ट को यहाँ से ले जाते हुए कहती है, तुमने ऑलरेडी 2 क्लासेस मिस कर दी है, तुम्हें आखिरी क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। आर्ट प्रोफेसर ग्लोरी के साथ यहाँ से जा रहा होता है। तभी ग्लोरी अपने मन में कहती है, इस बच्चे के लिए इतना बड़ा प्राइवेट ट्रेनिंग रूम, आखिर ये किस तरीके की ट्रेनिंग करते रहता है? इस बच्चे को मैं जितना ज्यादा देखती हूँ ये उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस बनते जाता है। अगले सीन में आर्ट एक क्लास के अंदर बैठा होता है जहाँ पर उसका ध्यान पढ़ने में ज्यादा कुछ नहीं लग रहा होता। तभी इस क्लास का प्रोफेसर, जिसका की नाम मैनर है, वो आर्ट का अच्छे से वेलकम करता है और आर्ट से एक क्वेश्चन पूछता है जिसका कि आर्ट अच्छे से जवाब दे देता है। इसके बाद प्रोफेसर मैनर अपना पढ़ाने लग जाता है और एक अच्छा सा सवाल सामने रखता है, क्या होगा अगर सभी लोग एक दूसरे का दिमाग पढ़ पाए तो? अगर अपन हाइपोथेटिकली सोचे तो ऐसे वर्ल्ड में कोई प्योर दिखने वाला इंसान भी काफी ज्यादा रहस्यमयी हो सकता है और सबसे ज्यादा काइंड दिखने वाला इंसान सबसे ज्यादा क्रूअल साबित हो सकता है। दोस्तों, ये प्रोफेसर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होता है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल बातों को भी इंटरेस्टिंग तरीके से कहता है ताकि सभी बच्चों का ध्यान इसके ऊपर टिका रहे। ये प्रोफेसर अपनी दूसरी बात बताता है और कहता है, क्या तुम जानते हो कोई मेज अपने स्पेल को इस्तेमाल करने से पहले मंत्र कास्ट करते हैं और कोई लोग डायरेक्ट ही अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करते हैं। मेजेस ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मंत्र डायरेक्टली उनकी कॉन्शियसनेस के ऊपर असर डालते हैं जिससे कि वो अपने स्पेल्स का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी का फोकस हाई लेवल का है तो ऐसे में वो बिना मंत्रों की मदद से भी स्पेल्स का अपने विचारों की मदद से इस्तेमाल कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर कहीं पर ऐसा वर्ल्ड मौजूद हो जहाँ पर लोग एक दूसरे का माइंड पढ़ सकते हो, ऐसे में उस वर्ल्ड के मैजिशियंस एकदम अलग ही लेवल पर होंगे। ऐसा होने का सिंपल कारण ये है क्योंकि ऐसे में उन मेजेस का खुद के विचारों पर सबसे ज्यादा कंट्रोल होगा। इसी के साथ प्रोफेसर मैनर की क्लास भी खत्म हो जाती है। आर्ट यहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, ऐसी क्लास को अटेंड करने का फायदा ही क्या जहाँ पर मैं सिर्फ टेसिया के बारे में ही सोच रहा था। सिल्वी एक चैट की तरह जवाब देती है और कहती है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक्चुअली में मम्मा की केयर करते हो। आर्ट चलते हुए एक थोड़ी सुनसान जगह पर आ जाता है और भाई साहब अपन देखते हैं यहाँ पर ल्यूकस आ जाता है 2 बंदों के साथ में आर्ट को सबक सिखाने के लिए। इनमें से एक बंदा चार्ल्स होता है जिसकी की आर्ट ने भरी सभा में पेंट निकाल दी थी और ये दूसरा बंदा कोई नया लग रहा होता है। आर्ट भी ल्यूकस को देखते हुए सीरियस हो जाता है और भाई मुझे इस बात का डर है कि कहीं आर्ट अपना फ्रस्ट्रेशन इन तीनों के ऊपर ना निकाल दे, भाई इन लोगों की वाट लग जाएगी। ल्यूकस गुस्से में आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे बताओ आखिर तुमने अपने आप को मेरे डोमेन से बाहर कैसे निकाला था और तुम वहां पर कैसे पहुंच गए थे अपनी लड़ाई के दौरान? आर्ट ल्यूकस का हाथ पकड़ता है और झटकते हुए कहता है, भला मुझे क्या जरूरत है तुम्हें जवाब देने की? ल्यूकस कहता है, मुझे लगा ही था, जरूर से तुमने किसी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया है, लेकिन तुम जैसे कॉमनर के हाथ में ऐसा आर्टिफैक्ट कैसे लग सकता है? जरूर से तुम्हारी मदद उस एल्फ ने की होगी, क्या नाम था उसका? प्रिंसेस टेसिया। ल्यूकस के इतना कहते ही ल्यूकस के पीछे वाला ये बंदा हकलाते हुए और एकदम गुस्से में कहता है, मैं श्योर हूँ कि तुमने प्रिंसेस कैथलीन को भी सेड्यूस करने के लिए किसी तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल किया है। तुम एक घटिया
सिंथिया से कॉमनर हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। प्रिंसेस कैथलीन मुझ जैसे एक बेटर पर्सन को डिजर्व करती है। ऐसा कहते हुए इस मोटे का बहुत सारा माना रिलीज होने लग जाता है। चार्ल्स इस बंदे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूकस चार्ल्स से कहता है तुम पीछे हट जाओ। यह बंदा प्रिंसेस कैथलीन का नाम लेते हुए पगलाने लग जाता है और कहता है प्रिंसेस कैथलीन भी मुझे चाहती है, क्योंकि प्रिंसेस ने मुझे मेरा गिरा हुआ रुमाल उठा कर दिया था। और ये बंदा दोस्तों उसी रुमाल को सूंघने लग जाता है। भाई ये किस तरीके का साइको बंदा है। सिल्वी कहती है पापा इस बंदे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। आर्ट कहता है मैं जानता हूँ, और जो माना इसके पास से रिलीज हो रहा है वो भी नॉर्मल अमाउंट नहीं है। इतने में ही ये बंदा आर्ट को जान से मारने के लिए आर्ट के ऊपर हमला कर देता है, और ये देखते हुए सिल्वी भी तैयार हो जाती है। आर्ट सिल्वी को फटाक से रोकता है और इस बंदे के अटैक से जैसे तैसे करके अपने आप को बचाता है। ये देखते हुए ल्यूकस कहता है या तो मार्कोस को चोट पहुंचेगी या फिर डीसी का ये मेंबर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ऐसा कहते हुए ल्यूकस इन दोनों को यहाँ छोड़कर चला जाता है। मार्कोस एक और पावरफुल हमला कर देता है। आर्ट शील्ड से अपने आप को बचाते हुए कहता है एक ऑरेंज कोर वाला बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? इसका माना पुल तो ल्यूकस से भी ज्यादा है। मुझे अगर इसे बिना चोट पहुंचाए काबू में करना है तो ऐसे में अपनी सील्स को रिलीज करना होगा। इतने में ही भाई साहब अपन लोग देखते हैं चेट सिल्वी को, जो कि अपने बड़े वाले फॉर्म में आ चुकी है और काफी ज्यादा सीरियस लग रही होती है। लेकिन सिल्वी मार्कोस को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाती, वो सिर्फ अपने एक पैर की मदद से मार्कोस को कुचल देती है और उसे बेहोश कर देती है। इतने में ही यहाँ पर क्लेयर भागते हुए आ जाती है, जो कि कहती है आर्थर यहाँ पर क्या हुआ था? मैंने अभी अभी बहुत ही ज्यादा माना सेंस किया। इतने में ही क्लेयर मार्कोस की पीठ को चेक करती है, जिसके ऊपर कुछ न कुछ तो बना होता है। क्लेयर कहती है डैम इट, एक और। अगले सीन में अपन देखते हैं मार्कोस का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। आर्ट क्लेयर से पूछता है क्या इससे पहले भी ऐसे केसेस आ चुके हैं? क्लेयर कहती है जिस वक्त तुम रिकवर हो रहे थे उस दौरान ऐसा ही एक और केस आया था। मैं इसके बारे में डीसी मीटिंग में तुम्हें और अच्छे से बता दूंगी। फिलहाल में मुझे टीम को अपडेट करना है, इसीलिए तुमने जो कुछ भी देखा है उसे डायरेक्टर सिंथिया के सामने एक बार अच्छे से बता देना। और इसी के साथ जैसे ही आर्ट और क्लेयर डायरेक्टर सिंथिया के केबिन में एंटर होते हैं, अंदर की साइड अपन लोग देखते हैं भाई साहब दो लांस को। बेरन को तो अपन सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अपन इस वाली लांस को भी जानने वाले हैं। एक बात तो क्लियर है दोस्तों, शी इज डैम प्रीटी। इन दोनों को देखकर आर्ट भी हैरान हो जाता है, लेकिन क्लेयर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। क्लेयर आर्ट को जोर से हिलाते हुए कहती है ये तो लांस बेरन और लांस एलिया है। डायरेक्टर सिंथिया कहती है ये दोनों बच्चे डीसी के मेंबर्स हैं, जो कि आने वाला फ्यूचर है। क्लेयर कहती है आप दोनों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई, मैं भी फ्यूचर में एक लांस बनना चाहती हूँ। बेरन मुड़कर डायरेक्टर सिंथिया से कहता है जैसा कि हमने बताया प्लीज इस बारे में ध्यान रखिएगा। ऐसा कहते हुए ये दोनों यहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन बेरन आर्ट की तरफ एक नजर घुमाकर देखता है और एलिया क्लेयर से कहती है मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। ऐसा सुनकर क्लेयर को बहुत खुशी होती है। आर्ट इन दोनों का माना सेंस कर पा रहा होता है और अपने मन में कहता है यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये दोनों कितने ज्यादा ताकतवर है। जैसे ये दोनों लांस यहाँ से चले जाते हैं, आर्ट और क्लेयर सब कुछ बता देते हैं मार्कोस के बारे में, लेकिन डायरेक्टर सिंथिया को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। डायरेक्टर सिंथिया कहती है गार्डियन की मदद से इस बात के ऊपर रिसर्च चल रही है और क्लेयर तुम लोगों को और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तुम्हारी मदद के लिए हम लोग स्टाफ को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। ऐसा सुनकर आर्ट और क्लेयर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों के जाने के बाद एवियर डायरेक्टर सिंथिया से कहता है क्या बच्चों को इन्वॉल्व करना सही होगा? अगर कुछ गलत हो गया तो? डायरेक्टर सिंथिया कहती है सबसे बेकार परिस्थिति में सेक्रीफाइस भी जरूरी है, अपन लोग काफी आगे आ चुके हैं। ऐसा कहते हुए डायरेक्टर सिंथिया अपने मन में कहती है वो लोग अपने कदम आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, वो लोग काफी जल्दी कर रहे हैं। भाई साहब दोस्तों पता नहीं क्यों, लेकिन डायरेक्टर सिंथिया के अंदर से मेरे को एकदम विलेन वाली वाइब आ रही है। अपन लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब डायरेक्टर सिंथिया कहीं न कहीं मास्टरमाइंड हो सकती है किसी बात को लेकर। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपने रूम की ओर जा रहा होता है, तभी आर्ट की नजर पड़ती है बेरन और ल्यूकस के ऊपर।
ऊपर। आर्ट अपने मन में कहता है तो घमंडी ल्यूकस को भी अपने भाई के सामने सिर झुका कर रखना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से कैस्पियन सही था। जब तक ल्यूकस के पीछे उसका बड़ा भाई है, मैं ल्यूकस का कुछ भी नहीं कर सकता। आर्ट के इतना सोचते ही भाई साहब इतने में ही अपन देखते हैं लांस एलिया आ जाती है, जो कि आर्ट के ऊपर तलवार तान देती है। एलिया कहती है तुम्हारी ब्लड लस्ट तो ताकतवर है जो कि तुम एक लांस की तरफ दे रहे हो। तुम्हारे पास एक डिसएडवांटेज है जो कि तुम अपनी स्वॉर्ड को अपनी डायमेंशन रिंग के अंदर रखते हो, इसे निकालने में टाइम लग जाता है। ऐसा कहते हुए एलिया अपने वेपन को पीछे कर लेती है। आर्ट कहता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं तो लांस बेरन को आज से पहले जानता तक नहीं था। एलिया कहती है अगर तुम अपनी प्रेजेंस को छुपाने की भी कोशिश करोगे तो भी मैं ऐसे में बता सकती हूँ। भले ही तुम डुअल एलिमेंटल हो लेकिन इसके बावजूद भी तुम उसे टच तक नहीं कर सकते। आर्ट कहता है क्या लांस बेरन इतने ज्यादा ताकतवर है? एलिया कहती है हाँ बिल्कुल। आर्ट कहता है अगर ऐसी बात है तो आप कितनी ताकतवर हो? एलिया कहती है मैं इतनी ताकतवर हूँ। वाह क्या बात है दोस्तों, देख पा रहे हो एलिया तो फनी भी है। एलिया रिलैक्स होकर कहती है लांसेस के अंदर मैं वीकेस्ट हूँ, इसी कारण से हम दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है। बेरन भले ही स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है लेकिन परसेप्शन के मामले में मैं काफी आगे हूँ। आर्ट अपने मन में कहता है तो इसी कारण से इसे बहुत दूर से भी मेरे बारे में पता चल गया। एलिया कहती है ऐसा लगता है बेरन की बात खत्म होने वाली है, बच्चे तुमसे बात करके खुशी हुई। आर्ट रिस्पेक्ट देते हुए कहता है लांस एलिया आपने मेरे सवालों का इतने अच्छे से जवाब दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एलिया आर्ट के सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है अगर मेरा छोटा भाई अभी भी यहाँ पर होता तो वो बिल्कुल तुम्हारी उम्र का होता, इसीलिए थैंक यू। अगले सीन में अपन देखते हैं मार्कोस की बात पूरी स्कूल में फैल चुकी होती है और आर्ट डीसी मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुँचता है। क्लेयर आर्ट को एक हैरान करने वाली न्यूज देती है, मार्कोस कल रात को मर चुका है। आर्ट हैरान होकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो मर कैसे गया? कर्टिस जवाब देता है क्योंकि उसका माना लीकेज रुक नहीं पाया। यह बंदा गुस्सा करते हुए कहता है जो कुछ भी उन लोगों को पता चला है अपन लोगों से वो बातें छुपाई जा रही है। इसी बात को लेकर इन लोगों की मीटिंग आगे बढ़ती है और ये सभी लोग एक शेड्यूल तैयार करते हैं जिसके हिसाब से ये लोग रात में भी स्कूल की निगरानी कर पाए। कैथलीन कहती है मैं इस बात से हैरान हूँ कि काई ने बहुत ही बड़े हिस्से को अकेले ही निगरानी करने के लिए कहा है। फेरित कहता है हाँ मैंने सुना है कि काई इस तरीके के काम को अवॉइड करने की कोशिश करता है। आर्ट कैथलीन से कहता है मेरे ख्याल से वो थियो के साथ काम करते हुए बोर हो चुका है, लेकिन थोड़े दुख की बात है अपन साथ में निगरानी नहीं कर पाए। तुम्हारा भाई इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा था? कैथलीन कहती है मैंने तो सिर्फ उसे इतना बताया कि स्किनशिप शेयर करने के बाद में अपन दोनों फ्रेंड्स बन चुके हैं। ऐसा सुनकर इन दोनों का रिएक्शन देखो दोस्तों, बेचारी कैथलीन का स्किनशिप से मतलब होता है सिर्फ इतनी चीज, लेकिन इस भोली भाली को कौन समझाए स्किनशिप का मतलब कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का होता है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट क्लास में होता है और दोबारा से बच्चों को पढ़ा रहा होता है। आर्ट कहता है क्या तुम लोगों ने मेरे सवाल का जवाब पता किया कि किसी भी मैच का पावर लेवल चेक करने के लिए उसके माना कोर को देखना यही सही तरीका होता है या नहीं? इस सवाल का जवाब किसी भी बच्चे के पास नहीं होता। तभी फेरिद उठता है और अपनी साइड से एक जवाब देने लग जाता है। इसी कारण से काफी बच्चों को लग रहा होता है कि ये बंदा भी डीसी का मेंबर है, जरूर से आर्ट ने इसे जवाब बता दिया था। लेकिन आर्ट फेरिद के जवाब को गलत बता देता है और कहता है माना कोर एकदम किसी भी बॉडी के मसल की तरह होता है। सिर्फ मसल्स को देखकर अपन ये नहीं बता सकते कि किस मैच के अंदर कितनी पावर्स और कितनी टेक्निक्स है, उसी तरीके से माना कोर भी होता है। एक बंदा उठता है और कहता है तो आप ही बता दीजिए क्या बेटर तरीका होता है अपने अपोनेंट की एबिलिटीज को चेक करने का? आर्ट कहता है इसका जवाब सिंपल है, अपन को किसी भी मैच को उसके माना कोर के लेवल के हिसाब से जज करना ही नहीं चाहिए। सब कुछ स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कमजोर माना कोर वाला ज्यादा ताकतवर निकल जाए और ज्यादा ताकतवर माना कोर वाला कमजोर निकल जाए। और अब अपन इस बात को छोड़ते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। उम्मीद है तुम सभी लोगों ने काफी प्रैक्टिस की होगी। इसी के साथ
बाद आर्ट की क्लास जैसे ही खत्म होती है, आर्ट चले जाता है प्रोफेसर ग्लोरी की क्लास अटेंड करने के लिए। लेकिन आर्ट की बॉडी अभी भी हील हो रही होती है, इसी कारण से प्रोफेसर ग्लोरी उसे शांति से बिठा देती है। आर्ट जैसे ही एक जगह पर पहुंचता है, वो अपने सामने टेसिया को देखता है। आर्ट भी टेसिया की साइड में चला जाता है और बैठ जाता है। टेसिया अभी भी काफी ज्यादा दुखी लग रही होती है, इसी कारण से आर्ट कुछ कहने की कोशिश करता है। इतने में ही टेसिया कहती है, तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी अब आगे बढ़ चुकी हूँ, सिर्फ इतनी सी बात थी, मैंने किसी की ख्वाहिश की थी जो कि मुझे नहीं मिल पाया। आर्ट कहता है, टेस नहीं, तुमने जो कुछ भी कहा था उसमें काफी बातें सच थी। मैं काफी लंबे समय से जानता था कि तुम मेरे बारे में कैसा फील करती हो, लेकिन मैं इसका सामना करने से डरता था। इमोशंस बहुत ही उलझी हुई चीज होती है जिसे कि ट्रेनिंग करके सुधारा नहीं जा सकता है। टेसिया कहती है, मैं भी खुद के इमोशंस के ऊपर से कंट्रोल खो बैठी थी और वो बात सामने ले आई जिसके बारे में लिलिया ने मुझसे मना किया था। आर्ट कहता है, नहीं, तुम मुझसे कहीं बेटर हो, मैं तुमसे हर वक्त भागते आया हूँ जो कि तुम डिजर्व नहीं करती हो। इस बात के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकता हूँ। ऐसा सुनकर टेसिया काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन तभी आर्ट एकदम लास्ट में कहता है, कम से कम अभी तो नहीं। यह सुनकर टेसिया चौंक जाती है और कहती है, क्या कहा तुमने? आर्ट स्माइल करते हुए कहता है, शायद से अपन बड़े हो जाएंगे तब। भाई साहब, बंदे ने ग्रीन फ्लैग दे दिया है, लेकिन थोड़े टाइम बाद के लिए, जो कि दोस्तों मेरी नजरों में सबसे बेस्ट बात है। यह सुनकर सिल्वी भी खुश हो जाती है। इतने में ही टेसिया कहती है, तुम्हें क्या लगता है, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आर्ट कहता है, मैंने ऐसे रिएक्शन की तो उम्मीद ही नहीं की थी और मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे कितना टाइम लगने वाला है। टेसिया बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी कहती है, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले सकते हो। और इसके बाद में दोस्तों टेसिया आर्ट से एक प्रॉमिस लेती है कि तब तक किसी और लड़की की तरफ तुम देखोगे भी नहीं। आर्ट इस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ से जाने से पहले टेसिया के सिर पर किस करता है। यह देखते हुए दोस्तों पता नहीं, लेकिन एक अजीब सा रिलीफ मिल रहा है और जितने भी सिंगल भाई लोग हैं, जलने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट को एक वीक बीत चुका होता है और सिल्वी बीच बीच में आर्ट के कुछ ज्यादा ही मजे ले रही होती है। सिल्वी कहती है, हे मम्मा को किस किया। सीन शिफ्ट होता है और अपन टेसिया को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही होती है आर्ट के बारे में सोच सोच कर। इसने तो यहाँ तक सोच लिया है जब फ्यूचर में इन दोनों के बच्चे होंगे तो वो कैसे दिखेंगे। अगले सीन में अपन देखते हैं रात का टाइम होता है और इसी मोमेंट पर दो इंसानी बच्चे दीवार पर लिख देते हैं, एल्फ्स और ड्वार्फ्स यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी आर्ट इन दोनों को पकड़ लेता है क्योंकि आर्ट यहीं पर ड्यूटी कर रहा होता है। फिर थियो इन दोनों बंदों को लेकर चला जाता है इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाने के लिए। आर्ट फिलहाल में अकेला होता है, तभी सिल्वी कहती है, पापा मुझे भूख लग रही है और नींद भी आ रही है। आर्ट कहता है, बस थोड़ी ही देर में आज का काम खत्म होने वाला है, फिर अपन जाकर कुछ खाने वाले हैं। आर्ट चलते चलते काई के एरिया के पास चला जाता है, तभी एकदम से सिल्वी कहती है, पापा मुझे एक अजीब सा माना सेंस हो रहा है। आर्ट फटाक से सिल्वी को लेकर छुप जाता है, तभी अपन देखते हैं यहाँ पर एक खुफिया बंदे को जिसकी पीठ पर सेम मार्क होता है जो कि मार्कोस की पीठ पर था। आर्ट इस बंदे का छुप कर पीछा करने लग जाता है ताकि आर्ट पता कर सके कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से है। इतने में ही कोई बंदा आर्ट को तेज आवाज लगाता है। आर्ट जैसे ही मुड़ के पीछे देखता है ये तो काई होता है और इस चक्कर में सामने वाला बंदा गायब हो जाता है। काई कहता है, आर्थर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो मेरा एरिया है। आर्ट कहता है, मैं एक बंदे का पीछा कर रहा था जो कि मार्कोस से रिलेटेड था। काई कहता है, अगर ऐसी बात है और तुम मेरे एरिया में कुछ भी अजीब देखते हो तो ऐसे में पहले मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। वैसे थियो कहाँ पर है? आर्ट कहता है, थियो दो बच्चों को एडमिन ऑफिस में लेके गया है। इतने में ही अपन देखते हैं इन लोगों के पास एक गैजेट होता है चाकू जैसा, जिससे कि ये एक दूसरे को
सिग्नल दे सकते हैं। और फिलहाल में थियो इन लोगों को सिग्नल दे रहा होता है। काई कहता है जिसका तुम पीछा कर रहे थे उसका मैं पीछा करता हूँ और तुम थियो की मदद करने जाओ। आर्ट ऐसा ही करता है और तेजी से थियो की साइड पे बढ़ने लग जाता है। और दोस्तों मेरे ख्याल से ये बंदा काई, इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, ये बंदा एक झोलझाल लग रहा है। अपन देखते हैं आर्ट तेजी से थियो की तरफ भाग रहा होता है और जैसे ही आर्ट थियो के पास पहुंचता है, आर्ट अपने सामने देखता है कि थियो के पास में डोड्रिया और कर्टिस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। आर्ट पूछता है थियो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। डोड्रिया कहती है इसकी मोटी खोपड़ी के ऊपर किसी ने थप्पी मारी और ये बेहोश हो गया। थियो चिढ़ते हुए कहता है मैं किसी भी नॉर्मल अटैक से बेहोश नहीं हो सकता, वो किसी पावरफुल ऑगमेंटर का हमला था, या तो वो कोई बड़ी उम्र का मेज हो सकता है या फिर इतने में ही आर्ट सोचते हुए कहता है या तो वो मार्कोस जैसा कोई बंदा हो सकता है। कर्टिस कहता है थियो क्या तुम उस बंदे को थोड़ा भी नहीं देख पाए। थियो कहता है मुझे लगता है बेहोश होने से पहले मैं उसे मुश्किल से पकड़ पाया था लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया। ऐसा सुनते ही आर्ट अपने मन में कहता है मेरे ख्याल से मैंने काई के हाथ पर एक चोट देखी थी। थियो कहता है तुम अभी अभी काई के एरिया साइड से आ रहे हो, तुमने वहाँ पर कुछ भी देखा। यह सुनकर आर्ट कंडीशन को देखते हुए इन लोगों से उस खुफिया बंदे की बात छुपा लेता है और कहता है कुछ भी खास नहीं। थियो कहता है सभी लोग सुनो, तुम लोगों को ऐसा लग सकता है काई अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है लेकिन अपन लोग उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। डोड्रिया कहती है हाँ इंसान होने के बावजूद भी वो डिपेंडेबल बंदा है। ऐसा सुनकर ये लोग चिढ़ जाते हैं। अगली सुबह अपन देखते हैं आर्ट गाइडियन की क्लास में होता है और दोस्तों इन लोगों को पता नहीं चल पाया होता कि वो खुफिया बंदा कौन था और थियो के ऊपर किसने हमला किया था। और यहाँ पर आर्ट को काई के ऊपर शक हो चुका है क्योंकि पहले तो काई ने आर्ट का नाम जोर से चिल्लाया था जिस कारण से वो बंदा भाग पाया और उसके हाथ के ऊपर चोट का निशान। आर्ट पूरी तरीके से अपने ख्यालों में खो जाता है। एमिली और गाइडियन आर्ट को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देख रहे होते हैं, यह सोचकर कि आर्ट कोई न कोई धमाकेदार इन्वेंशन कर रहा है। लेकिन आर्ट इन दोनों के सामने कचरा तैयार करके रख देता है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा होता है क्लासेस के अंदर। प्रोफेसर ग्लोरी की क्लास में अपन को पता चलता है कि ल्यूकस को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है आर्ट को परेशान करने के चक्कर में। टेसिया आज के दिन इस क्लास में नहीं आई होती है। आर्ट एक जगह पर बैठा होता है तभी प्रोफेसर ग्लोरी आर्ट के पास आती है जो कि परेशान लग रही होती है। आर्ट के पूछने पर ग्लोरी बताती है कि हर सेमेस्टर में बच्चों को डंजन्स में ले जाया जाता है एक्स्ट्रा में कुछ सिखाने के लिए, लेकिन इस बार ऑफिशियल्स ने इसके ऊपर बैन लगा दी है। इसी कारण से ग्लोरी बच्चों को डंजन्स में ले तो जा सकती है लेकिन सिर्फ लो लेवल डंजन्स में। हमेशा ऐसा होता था कि जब भी लांसेस बढ़िया से डंजन को क्लियर कर देते थे तो ऐसे में बच्चों को वहां ले जाया जाता था, लेकिन इस बार किसी कारण से उसके ऊपर बैन लगा दी गई है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट टेसिया के साथ बैठा होता है और पूछता है क्या तुम्हें बीस्ट विल का कोई भी सिम्टम देखने को मिल रहा है। टेसिया कहती है नहीं, अपनी फाइट के बाद से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। आर्ट कहता है चलो अच्छा है, जिस रेट से तुम चल रही हो उस हिसाब से तुम कुछ ही हफ्तों में एसिमिलेट हो जाओगी। इतने में ही टेसिया आर्ट के मुंह पर पानी उड़ा देती है और कहती है ये लो, इससे तुम्हारा टेंशन कम हो जाएगा। आर्ट भी ऐसा ही करता है और टेसिया को भी गिला कर देता है और ये दोनों पानी के साथ मस्ती करने लग जाते हैं। एकदम से आर्ट की उंगली टेसिया की उंगली के साथ टच हो जाती है। इसी कारण से भाई ये बंदी क्या ही तो शर्मा जाती है और क्या ही रिएक्शन देती है। इतने में ही इन दोनों को पीछे से डायरेक्टर सिंथिया की आवाज आती है जो कि कहती है तुम दोनों तो काफी मजे कर रहे हो। जैसे ही आर्ट मुड़ के पीछे देखता है आर्ट बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि भाई साहब डायरेक्टर सिंथिया की हालत खराब लगी होती है जैसे कि उनके ऊपर किसी ने हमला किया हो। टेसिया घबराकर डायरेक्टर के पास जाती है और कहती है ऐसा आपके साथ किसने किया। डायरेक्टर सिंथिया हंसते हुए कहती है घबराने की कोई बात नहीं है, ये गिल्ड मेजेस के साथ मेरी ट्रेनिंग का नतीजा है। टेसिया कहती है लेकिन फिर भी आपको अपने आप को इतना पुश नहीं करना चाहिए, आपको कितनी चोटें लगी है। डायरेक्टर कहती है ठीक है, मैं इस बात का आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसा कहते हुए डायरेक्टर फिर आर्ट से कहती है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है अगर हम तुम्हारे ट्रेनिंग रूम का इस्तेमाल आज रात ट्रेनिंग के लिए करें तो। आर्ट कहता है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मेरा काम तो हो चुका है, आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा।
ऐसा कहते हुए आर्ट यहाँ से जाने लग जाता है। आर्ट अपने मन में कहता है कुछ तो है जो कि डायरेक्टर सिंथिया छुपा रही है, लेकिन मुझे इसमें दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। अगले दिन अपन देखते हैं आर्ट एक क्लास में बैठा होता है, लेकिन इस बार आर्ट के साथ में एलिजा भी होता है। एलिजा कहता है मैंने एक क्लब को ज्वाइन किया है जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं। ऐसा कहते हुए एलिजा आर्ट को लव के ऊपर उपदेश देने लग जाता है, लेकिन इस क्लास के प्रोफेसर और काफी बच्चे एलिजा की बात सुन लेते हैं, जिस कारण से ये लोग एलिजा के ऊपर हंसने लग जाते हैं। प्रोफेसर एक सीरियस टॉपिक को डिस्कस करने लग जाता है जो कि है मार्कोस के बारे में। प्रोफेसर के हिसाब से मार्कोस ने कुछ ज्यादा ही पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल किया था, जिस कारण से मार्कोस की बॉडी उसे हैंडल ही नहीं कर पाई। कोई भी अगर मानाकोर का इस्तेमाल हद से भी ज्यादा करता है तो ऐसे में उसे इंजरीज होने के चांसेस होते हैं, जो कि टेम्परेरी या फिर परमानेंट भी हो सकती है। बहुत सी कंडीशंस में मेडिक्स की मदद से इन्हें कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा नहीं हो पाता, जैसे कि मार्कोस के साथ हुआ था। मैं तुम बच्चों को जो कुछ भी बता रहा हूँ ये सब कुछ बेसिक्स है, क्योंकि एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता कि मार्कोस के साथ क्या हुआ था। मार्कोस के साथ कंडीशन ये भी हो सकती है कि उसे बाहर से कुछ दिया गया हो माना को बढ़ाने के लिए, जिस कारण से उसके माना कोर का लीकेज रुक नहीं पाया। आर्ट अपने मन में कहता है प्रोफेसर की बात उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि मार्कोस की बॉडी पर वो निशान कैसे आ गए थे और उसका बिहेवियर क्यों चेंज हो गया था। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता है और आर्ट बच्चों को इस बार हिंट देता है, क्योंकि बच्चे ज्यादा कुछ बेटर नहीं कर पा रहे होते हैं। आर्ट एक पेपर से हमला करते हुए हिंट देता है कि ऑगमेंटर्स लॉन्ग रेंज अटैक कैसे कर सकते हैं। इसके बाद का सभी स्टूडेंट को खुद से फिगर आउट करना है। इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट होता है और अपन देखते हैं लांस बेरन और लांस क्यूटी, मतलब कि लांस एलिया को। ये दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी एलिया कहती है मुझे तो लगा कि मैं लांस आया के साथ मिशन पे जाने वाली हूँ। क्या तुम्हें कुछ आइडिया है कि लांस वेरे ने अपन को यहाँ पर क्यों बुलाया है? बेरन कहता है जो चीज मुझे बीस्ट ग्लेड के डंजन से मिली थी जरूर से उसी से कुछ रिलेटेड बात होगी। इतने में ही अपन देखते हैं यहाँ पर एक और फीमेल लांस की एंट्री हो जाती है और दोस्तों ये भी काफी प्रिटी है। ये लांस एलिया से कहती है आया के साथ तुम्हारे मिशन को इसलिए कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि गहरे डंजन्स के अंदर अपन लोगों को ऐसे मेजेस के निशान मिले हैं जो कि डिकेथिन कॉन्टिनेंट के नहीं है। ऐसा सुनकर एलिया चौंक जाती है और कहती है और अपन लोगों ने तो सिर्फ हाल में ही खोजा है कि दूसरा कॉन्टिनेंट भी मौजूद है। बेरन कहता है अपन लोगों ने उन्हें अभी अभी खोजा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उन्होंने भी अपन को अभी ही खोजा होगा। ये लांस कहती है जो कपड़े का टुकड़ा तुम लाए थे वो एक ऐसे मानवीस्त से बना हुआ था जो कि या तो अभी तक खोजा नहीं गया है या फिर इस कॉन्टिनेंट का है ही नहीं। उस कपड़े के ऊपर जो भी स्पेल लगा हुआ था उसके बारे में भी नहीं पता चल सका क्योंकि वो फटने के कारण से हट चुका था। दोस्तों इस वाली लांस का नाम वेरे है जो कि एलिया से कहती है तुम्हें यहाँ पर एक दूसरे काम के लिए बुलाया गया है। वेरे एक मैप को दिखाते हुए कहती है कि बीस्ट ग्लेड के एरिया में कई सारे ब्लड वॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं। इनका होना तब तक अजीब बात नहीं थी जब तक कि इनके बिहेवियर के ऊपर स्टडी नहीं की गई। जिस तरीके से ये माना बीस्ट अपनी टनल्स को खोदते हैं इनका पैटर्न बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है। जो चीजें सामने आ रही है ऐसे में इस बात को इग्नोर करना बहुत ही बड़ी गलती होगी। एलिया कहती है अब इस काम को मुझे करना होगा क्योंकि मैं अपने सेंसरी मैजिक से ज्यादा एरिया को कवर कर सकती हूँ, है ना? वेरे कहती है हाँ, और तुम्हारी स्पीड कम ना हो इसी कारण से तुम्हें अकेले काम करना होगा जो कि थोड़ा खतरनाक हो सकता है। बेरन कहता है मुझे गहरे इलाकों में फोकस करना होगा क्योंकि मुझे डर है कि ये ब्लड वॉर्म्स सेपाइन के नीचे ना जाए। वेरे एलिया से कहती है मेरे ख्याल से अपन को मीका का इंतजार करना चाहिए ताकि तुम दोनों एक साथ जा सको। एलिया कहती है नहीं, अपन जितना ज्यादा टाइम बर्बाद करेंगे उतना ज्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा स्टूडेंट्स और एडवेंचरर्स के लिए। इसी
कारण से मुझे इन्वेस्टिगेशन को तुरंत शुरू करना होगा। इतने में सीन शिफ्ट होता है और अपन देखते हैं कर्टिस, कैथलीन और थियो को, जो कि बहुत ही शानदार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं आपस में फाइट करते हुए। लेकिन इतने में ही यहाँ पर काई आता है, जो कि धागों की मदद से इन सभी को रोक देता है। ये देखकर आर्ट भी पता नहीं कर पा रहा होता कि इस बंदे ने किस तरीके के मैजिक का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ इन लोगों की मीटिंग शुरू हो जाती है। क्लेयर कहती है, जैसा कि तुम लोगों को पता है, आर्थर, कर्टिस और मैं कैंपस से बाहर जाने वाले हैं एक ट्रिप पर। कुछ हफ्तों बाद हमें बीस्ट ग्लेड्स में जाना है, इसी कारण से हम एब्सेंट रहेंगे और इसीलिए अपन लोगों को ड्यूटी का टाइम चेंज करना होगा। क्या तुम में से कोई है जो कि निगरानी करने के लिए टाइम बढ़ाना चाहता है? इतने में ही काई अपना हाथ उठाता है और कहता है, मैं फ्री हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा निगरानी कर सकता हूँ। फेरित भी अपना हाथ उठाता है और मान जाता है ज्यादा निगरानी करने के लिए, और डोड्रिया का हाथ तो भाई ये बंदा काई ही उठा देता है अपने धागों से। फेरित आर्ट से कहता है, मेरे राइवल, वहां पर अपना ध्यान रखना, और अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो मुझसे पूछ सकते हो, मेरे पास काफी नॉलेज है। इतने में ही कैथलीन बेचारे फेरित का पोपट कर देती है, ये कहते हुए, मैंने तो तुम्हारा खाना एक बार चोरी होते हुए देखा था ट्री रोडेंट के हाथों। आर्ट यहाँ से जाते हुए कहता है, हे क्लेयर, क्या तुम मुझे बता सकती हो काई किस तरीके के मैजिक का इस्तेमाल करता है? मुझे तो कुछ भी सेंस ही नहीं हुआ। क्लेयर कहती है, ये तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि उसने इस बात को काफी सीक्रेट रखा है, लेकिन एक बात तो श्योर है, उसके मेटल वायर्स बहुत ही स्पेशल है। आर्ट की बात काई सुन चुका होता है, इसी कारण से काई कहता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? आर्ट कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे वायर्स कैसे काम करते हैं? काई कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके बाद में मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। इतने में ही बीच में क्लेयर आ जाती है और कहती है, बस अब बहुत हो गया है। अगले सीन में अपन एलिजा को देखते हैं, जो कि लेवल 7 के टोबी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और एलिजा भी काफी बढ़िया तरीके से टोबी को हरा रहा होता है। लेकिन अचानक से ही टोबी एक पावरफुल हमला कर देता है फायर की मदद से, जिस कारण से आर्ट फटाक से एलिजा को बचा लेता है। आर्ट अपने मन में कहता है, पहले तो टोबी फायर सूट नहीं कर सकता था, जरूर से ये उस बुढ़े गाइडियन का काम है ताकि वो मुझे हारते हुए देख सके। एलिजा कहता है, वैसे ये काफी इंटरेस्टिंग है, मैं भी प्रोफेसर गाइडियन को टोबी के ऊपर काम करते हुए देखना चाहता हूँ। आर्ट कहता है, तुम्हें और कब से इंटरेस्ट आ गया आर्टिफिशिंग में? एलिजा कहता है, मुझे शुरुआत से ही इंटरेस्ट था, लेकिन मैजिक जितना नहीं। इतने में ये दोनों आपस में स्वॉर्ड फाइटिंग करने लग जाते हैं। आर्ट आसानी से एलिजा को हरा देता है, लेकिन आर्ट नोटिस करता है एलिजा भी काफी अच्छी स्वॉर्ड फाइटिंग करता है, अगर इसे ट्रेनिंग मिल जाए तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एलिजा जमीन पे गिर चुका होता है और आर्ट जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, एलिजा आर्ट के पीछे किंग ग्रे की परछाई देख पा रहा होता है। इसी कारण से एलिजा के दिमाग में काफी सारे नेगेटिव इमोशंस घूमने लग जाते हैं और एलिजा सिर पकड़ के चिल्लाने लग जाता है। आर्ट कहता है, क्या तुम ठीक हो? चलो तुरंत मेडिक के पास चलते हैं। एलिजा कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, शायद से गिरने के कारण मेरे को थोड़ी सी चोट आ गई है। दोस्तों यहाँ पर एलिजा का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है और एलिजा आर्ट को छोड़कर यहाँ से चला जाता है फ्रेश होने के लिए। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट की लाइफ के कुछ हफ्ते बहुत ही शांति के साथ बीत चुके होते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है। अब आर्ट कल के दिन बीस्ट ग्लेड्स में जाने वाला है क्लेयर और कर्टिस के साथ। जब भी एलिजा आर्ट से बात करता है, आर्ट और सिल्वी ऐसा फील करते हैं जैसे कि एलिजा आर्ट से नाराज है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट टेसिया से कहता है, तुम्हारी एसिमिलेशन बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन बीस्ट विल के कारण से तुम पहले के मुकाबले आधी ताकत पर हो। टेसिया कहती है, मुझे पता है और मुझे बच्ची की तरह ट्रीट मत करो, तुम्हें पता है ना मैं 1 साल तुमसे बड़ी हूँ। ऐसा सुनते ही जब टेसिया बच्ची थी तब की आर्ट उसकी नकल करने लग जाता है और कहता है, बीस्ट लोग एक बच्चे को देखते हुए तुम पर हमला कर सकते हैं, इसी कारण से सेफ्टी के लिए तुम अंदर आ जाओ और अंदर से गार्ड करो टेंट को। ऐसा सुनते ही टेसिया आर्ट को नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठकर आर्ट को मारने लग जाती है। लेकिन इतने में ही अपन देखते हैं यहाँ पर वीरियन आ जाते हैं, जिस कारण से टेसिया शर्मा जाती है और आर्ट से दूर भागती है। आर्ट कहता है, ग्रेम्स आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपकी तो काउंसिल के साथ मीटिंग है ना? वीरियन कहते हैं, हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी ग्रैंड डॉटर से मिल लेता हूँ, लेकिन लगता है कि अब ये काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। कल तुम
दोनों डंजन में जाने वाले हो। मैं चाहता था कि सिंथिया टेसिया का ख्याल रखे, लेकिन वो किसी काम से बाहर गई हुई है। इसीलिए क्या कल तक के लिए तुम टेसिया का ध्यान रख सकते हो? आर्ट कहता है नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को कहा है आज रात मैं उनके साथ रहने वाला हूँ। वीरियन कहते हैं परफेक्ट, अगर ऐसा है तो तुम टेसिया को भी अपने घर ले जा सकते हो। ऐसा सुनते ही आर्ट मना कर देता है और कहता है मैं आपके प्लान में नहीं फंसने वाला। मैं ये इमेजिन कर पा रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स कैसा रिएक्ट करेंगे। इसके अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट की कुछ भी नहीं चलती और आर्ट टेसिया को अपने घर पे ले आता है। टेसिया को देखकर सभी लोग एकदम ही नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इन लोगों को पहले ही शक हो जाता है कि टेसिया भी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर गिफ्ट पहुंच चुके होते हैं टेसिया की फैमिली की तरफ से। एलिस इन दोनों का वेलकम करती है। इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है लांस एलिया के ऊपर, जो कि अपने सेंसरी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ब्लड वॉर्म्स की टनल्स में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। एलिया अपने मन में कहती है वेरे ने सही कहा था, इन ब्लड वॉर्म्स का पैटर्न बहुत ही अजीब है। इन टनल्स के हिसाब से ये माना बीस्ट ग्रैंड माउंटेन्स के नीचे की साइड पर आगे बढ़ रहे हैं। एलिया के सामने फिलहाल में दो रास्ते होते हैं। एलिया कहती है अगर ऐसी बात है, ऐसा कहते हुए एलिया सेकेंड वाले रास्ते को चुनती है और आगे बढ़ जाती है। एलिया तेजी से आगे बढ़ती है और एकदम से ही ब्रेक लगाती है। तभी वो नीचे की साइड पर देखती है भाई साहब एक खतरनाक सा दो मुंह वाला सांप जैसा माना बीस्ट। एलिया अपने मन में कहती है डेफिनेटली ये एक हेड सरपेंट है, लेकिन ये बाकी हेड सरपेंट से अलग है क्योंकि इसके सिर के ऊपर सींग है और इसका कलर भी अलग है। सोचने जैसी बात यह है कि हेड सरपेंट अपने बच्चों तक की चिंता नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे में ये सरपेंट इस टनल को क्यों गार्ड कर रहा है। एलिया वेरे को रिपोर्ट देती है और कहती है यहाँ पर एक अजीबोगरीब हेड सरपेंट मौजूद है जो कि एक टनल को गार्ड कर रहा है। उस टनल के अंदर बहुत ही ज्यादा माना बाहर आ रहा है। वेरे कहती है तुम वहीं पर रहना और संभल के रहना, मैं तुरंत 50 बैटल मेजेस को वहां पर भेजती हूँ। दोस्तों मेरे ख्याल से इस सीरीज का असली बूम बाम शुरू होने वाला है, जो कि देखने में बहुत ही मजा आएगा। Meanwhile, मिस्टर विंसेंट काफी ज्यादा पीकर टल्ली हो रखे होते हैं। लिलिया कहती है अगर मेरे घर आने पर आप हमेशा ही इतना ज्यादा पिएंगे तो मैं घर आना ही बंद कर दूंगी। क्या आपको कोई अंदाजा है कि मुझे कितनी शर्म आई जब आपने वो कहानियां सुनाई। मिसेस हेस्टी कहती है हनी ऐसा मत कहो, अगर तुम घर आना बंद कर दोगी तो तुम्हारे फादर रोते ही रहेंगे। लिलिया कहती है वैसे प्रेसिडेंट अब कहाँ पर है। आर्ट जवाब देता है टेस मदर के साथ बाहर बैठी है। इतने में ही रे एली को आर्ट को देते हुए कहते हैं इसे ले जाकर सुला दो और कल सुबह जाने से पहले एक बार एली को गुड बाय जरूर से कह देना। इतने में सीन बाहर शिफ्ट होता है जहां पर टेसिया एलिस से कहती है कि लिलिया और आर्थर के फादर को देखकर बहुत ही मजा आया। एलिस और टेसिया नॉर्मली बातचीत कर रहे होते हैं, तभी टेसिया एकदम से कहती है क्या आपको चिंता हो रही है, कल आर्थर डंजन में जाने वाला है। एलिस कहती है हाँ बिल्कुल, अगर आर्थर सभी लांसेस को मिलाकर उनसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाए तब भी मुझे हमेशा ही उसकी चिंता होती रहेगी। और इसका कारण ये है कि डंजन्स के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एकदम ही नॉर्मल सा दिखने वाला डंजन भी खतरनाक साबित हो सकता है। माफ करना, मैं ऐसा कहकर तुम्हें डराना बिल्कुल भी नहीं चाहती। टेसिया कहती है कोई बात नहीं और आप चिंता मत कीजिए, मैं आर्थर के साथ रहूंगी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। एलिस कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम ऐसा ना करो क्योंकि तुम भी तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कीमती हो। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाएगा तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी मैं आर्थर को जानती हूँ, वो अपना ध्यान खुद से रख सकता है। वैसे इन बातों को छोड़ो छाड़ो, मुझे तो ठंड लग रही है, क्या तुम भी अंदर आना चाहती हो। टेसिया कहती है मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुकना चाहती हूँ और आप लोगों ने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। ऐसा सुनकर एलिस यहाँ से चली जाती है। इधर की साइड अपन देखते हैं आर्ट एली को सुला रहा होता है, लेकिन इतने में ही एली की नींद खुल जाती है और एली आर्ट से कहानी सुनाने के लिए कहती है। आर्ट एली को बताने लग जाता है कि आखिर वो प्रोफेसर किस तरीके से बना और उसने किस तरीके से प्रिंसेस कैथलीन को बचाया। ऐसा सुनकर एली कहती है तुमने एक और प्रिंसेस को बचाया। आर्ट कहता है तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं जानबूझकर प्रिंसेस को ढूंढता हूँ उन लोगों की मदद करने के लिए। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने
प्रिंसेस कैथलीन को बचाया। मैंने प्रोफेसर गीस्ट को चैलेंज कर दिया मेरे साथ डुएल करने के लिए। एली चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ, ताकि तुम प्रिंसेस को इम्प्रेस कर सको, है ना। आर्ट एली की नाक खींचते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट के स्टोरी सुनाते सुनाते सुबह हो जाती है और आर्ट भी यहीं पर सो जाता है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट और टेसिया प्रोफेसर ग्लोरी के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि सेकेंड ईयर के हैं। आर्ट सिल्वी को यहाँ पर छोड़ देता है ताकि सिल्वी शिकार करके अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना सके। आर्ट अपने मन में कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, प्रोफेसर ने मुझे इसके साथ ग्रुप में डाल दिया है। तभी अपन यहाँ पर ल्यूकस को मौजूद देखते हैं जो कि बाकी बच्चों से कहता है, ऐसे डंजन्स मेरे लिए बहुत ही आसान है क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक ए क्लास एडवेंचरर जो हूँ। ऐसा सुनकर बहुत सारे बच्चे ल्यूकस से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन इतने में ही भाई साहब आर्ट कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा लाइसेंस वापस छीन लिया गया है। ऐसा बोलकर आर्ट ल्यूकस की पोपट कर देता है। ल्यूकस गुस्से में आर्ट के पास जाता है और कहता है, क्या तुम्हें मेरी पॉपुलैरिटी से जलन हो रही है। आर्ट कहता है, मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ सच कहा है। ऐसा सुनकर ल्यूकस को गुस्सा आ जाता है और आर्ट के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन इतने में ही बीच में क्लीव आ जाता है। बस बहुत हो गया है, जल्दी से अपन लोगों को लीडर डिसाइड करना है। ल्यूकस कहता है, इसमें डिसाइड करने जैसी क्या बात है, ऑफ कोर्स लीडर मैं हूँ, मेरे अलावा और कौन हो सकता है। ऐसा सुनते ही ये तीनों बंदे फटाक से वोट करते हैं और टेसिया को लीडर बना देते हैं। ये बंदा कहता है, अगर तुम लीडर रहोगी तो ऐसे में अपन अपनी टीम का नाम रखेंगे द क्वीन एंड हर नाइट्स। और इसी के साथ दोस्तों इन लोगों का डंजन मिशन शुरू हो जाता है और सभी के सभी लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। ग्लोरी कहती है, सभी बच्चे ध्यान रखना, हर वक्त अपने आप को माना से प्रोटेक्ट रखना। आर्ट अपने मन में कहता है, अगर मैं माना का इस्तेमाल नहीं भी कर रहा हूँ तो भी इसके बावजूद में सिल्विया की विल के कारण मेरी बॉडी पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस डंजन का। इतने में टेसिया कहती है, मुझे पता है कि ये एक डंजन है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। ग्लोरी कहती है, हाँ, ये एक डी क्लास डंजन है जिसका नाम है विडोस क्रिप्ट। अपन इस डंजन के 2 ही फ्लोर्स पर घूमने वाले हैं जहाँ पर अपना सामना स्नर्लर्स से हो सकता है। ये लड़की धीरे से कहती है, मैंने पढ़ा है स्नर्लर्स ताकतवर नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें मारना आसान नहीं होता क्योंकि उनकी चमड़ी बहुत ही मोटी होती है। कर्टिस कहता है, ये सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन फिर भी अपना सामना स्नर्लर से हो जाना चाहिए था। क्लेयर कहती है, हाँ, ये डंजन बच्चों के लिए रिजर्व था, इसी कारण से यहाँ पर अपने से पहले भी कोई नहीं आया है। आगे बढ़ते हुए ग्लोरी अपने मन में कहती है, अभी तक तो हमारा सामना स्नर्लर से हो जाना चाहिए था, आखिरकार वो लोग कहाँ छुपे बैठे हैं। एक बच्चा अपना हाथ उठाकर कहता है, प्रोफेसर, क्या होगा अगर अपन को 2 फ्लोर्स में कोई भी माना बिस्ट नहीं मिला तो क्या अपन आगे जाएंगे। ग्लोरी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, अगर अपन को पहले 2 लेवल्स में कोई भी माना बिस्ट नहीं मिला तो ऐसे में अपन को एडवेंचरर गिल्ड को रिपोर्ट करना होगा। जैसे ये सभी लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, भाई साहब प्रोफेसर ग्लोरी यहाँ पर देखती है एक ही जगह पर बहुत सारे स्नर्लर्स इकट्ठा। ग्लोरी चिल्लाकर कहती है, सभी बच्चे पीछे रहना। और जैसे ये स्नर्लर ग्लोरी पे हमला करते हैं, ग्लोरी कई सारे स्नर्लर्स को काट के रख देती है। ये स्नर्लर्स नॉर्मली जितने ताकतवर होते हैं उतने ही है, लेकिन आखिर ये झुंड में क्यों आ रहे हैं, इन्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हुए ग्लोरी पीछे आ जाती है बच्चों के पास और कहती है, इन माना बीस्ट का बिहेवियर अलग है, इसी कारण से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपन लोगों को इस मिशन को कैंसिल करना होगा। इतने में ही अपन देखते हैं भाई साहब ये ल्यूकस ग्लोरी के ऊपर हमला कर देता है उसे वार्निंग देने के लिए और कहता है, अजी कद्दू की सेफ्टी, क्या आप हमें यहाँ पर इसलिए लाई ताकि जब मजा आने लगे आप हम लोगों को वापस लेके चली जाओ। ल्यूकस के पीछे बाकी बच्चे भी कहते हैं, हाँ, ये एक डी रैंक डंजन है और अपन इन माना बिस्ट को संभाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। ग्लोरी बहुत ही ज्यादा हेजिटेट हो रही होती है और अपने मन में कहती है, लांस डंजन्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसी कारण से बच्चों को ज्यादा मौके भी नहीं मिलने वाले डंजन्स के अंदर कुछ सीखने के लिए। यही सब सोचते हुए न चाहते हुए भी ग्लोरी को बच्चों की बात माननी पड़ती है। ग्लोरी सभी बच्चों को इधर उधर फैला देती है ताकि बच्चे फ्रेंडली फायर का शिकार ना हो जाए और ल्यूकस से कहती है, अभी अभी जो
जो तुमने हरकत की थी, अगर आइंदा से ऐसी कोई भी हरकत की तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। ल्यूकस ठीक है बोलकर टेसिया वाले ग्रुप के पास आ जाता है, जहां पर टेसिया स्ट्रेटेजी बना रही होती है कि किस तरीके से इस डंजन में आगे बढ़ना है। लेकिन ल्यूकस कहता है ठीक है, इसे इतना सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये एक बकवास ट्रिप है। ऐसा सुनकर क्लीव को गुस्सा आ जाता है, लेकिन आर्ट कहता है छोड़ो उसे, अपने पास बड़ी प्रॉब्लम है सोल्व करने के लिए। इतने में ये सभी लोग फॉर्मेशन में आ जाते हैं और जैसे स्नर्लर्स इन लोगों के ऊपर हमला करते हैं, ये लोग स्नर्लर्स को मारने लग जाते हैं। तभी एकदम से ल्यूकस खतरे में आ जाता है, लेकिन फटाक से टेसिया उसे बचा लेती है। ये सब देखते हुए ग्लोरी अपने मन में कहती है बच्चे अच्छा कर रहे हैं ट्रेनिंग के कारण से, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, बच्चों को आदत नहीं है लंबी लड़ाई लड़ने की और ये स्नर्लर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ग्लोरी चिल्लाकर कहती है सभी बच्चों सुनो, तुरंत वापस पीछे आ जाओ। जैसे सभी बच्चे पीछे की साइड पर भाग रहे होते हैं, अपन देखते हैं इस गोल्डन बालों वाले बंदे को स्नर्लर्स दबोच लेते हैं। ये देखते हुए आर्ट तुरंत इस बंदे से कहता है कि अच्छे से जमीन को पकड़ लो और इन स्नर्लर्स के ऊपर एक पावरफुल हमला करता है। आर्ट के इस अटैक का नाम होता है बर्स्ट ब्लेड, जो कि आर्ट ने आज पहली बार इस्तेमाल किया है। यह अटैक काफी ज्यादा कमाल का होता है, जिस कारण से सारे स्नर्लर्स इस बंदे के ऊपर से एक बार में हट जाते हैं, लेकिन इस चक्कर में आर्ट के हाथ में क्रैक आ जाता है। यह बंदा आर्ट से कहता है थैंक्स, लेकिन तभी इतने में ही भाई साहब अपन देखते हैं यहाँ पर दो उड़ने वाले स्नर्लर्स आ जाते हैं, जो कि बाकियों से ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। ये स्नर्लर्स बहुत जोर से चिल्लाते हैं। ये देखते हुए ग्लोरी अपने मन में कहती है डैम इट, क्वीन स्नर्लर्स इस फ्लोर पे क्या कर रहे हैं। इतने में ये दोनों ग्लोरी के ऊपर हमला कर देते हैं। ग्लोरी फटाक से एक और स्वार्ड समन कर लेती है और इन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक कर लेती है। फटाक से ग्लोरी इन दोनों को पीछे धका देती है और पावर अप करते हुए इनके ऊपर हमला कर देती है। ग्लोरी बहुत अच्छे तरीके से एक क्वीन के अंदर तलवार घुसाकर उसे नीचे गिरा देती है और चिल्लाकर कहती है तुम लोग एग्जिट के ऊपर ध्यान दो, क्वींस को मैं संभालती हूँ। आर्ट जवाब देता है ठीक है और अपने मन में कहता है सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए इस टूटे हुए रास्ते को सही करना होगा। यहाँ पर एक डेल्फाइन नाम की ड्वार्फ लड़की होती है, जिससे कि आर्ट मदद मांगता है रास्ते को सही करने के लिए, लेकिन डेल्फाइन कहती है मुझे थोड़े टाइम की जरूरत है। इसी कारण से डेल्फाइन को आर्ट प्रोटेक्ट कर रहा होता है और आर्ट को टेसिया और ये दो बंदे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में डेल्फाइन का स्पेल रेडी हो जाता है और वो इस रास्ते को तैयार कर देती है, लेकिन अभी भी क्वींस के कारण से जो मलबा गिरा हुआ था वो इन लोगों का रास्ता ब्लॉक कर रहा होता है। आर्ट अपने मन में कहता है डैम इट, मुझे इसे एक ही अटैक में हटाना होगा, नहीं तो हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। इतने में आर्ट की नजर बच्चों के ऊपर पड़ती है, जिन्हें की सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और इसका कारण है बच्चे फायर स्पेल्स का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। आर्ट बच्चों को मना कर देता है कि फायर स्पेल्स का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। डेल्फाइन, अपन लोगों को एक पावरफुल स्पेल की जरूरत है, जिससे कि अपन रास्ते को एक बार में ही साफ कर सके। इतने में ही आर्ट को सिल्वी की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहती है पापा क्या आप ठीक तो हो। इसी कारण से आर्ट को कर्टिस की याद आ जाती है कि कर्टिस भी तो बीस्ट व्हील का इस्तेमाल कर सकता है। फटाक से आर्ट कर्टिस को अपने पास बुला लेता है। तभी कर्टिस कहता है मेरे अटैक से बात तो बन जाएगी, लेकिन ग्रोडर यहाँ पर नहीं है, इसी कारण से मेरे पास माना की कमी है। आर्ट कहता है तुरंत घूम जाओ और कोई भी सवाल मत पूछना। ऐसा कहते हुए आर्ट अपने चारों एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करता है कर्टिस के माना को बढ़ाने के लिए। आर्ट अपने मन में कहता है मैंने इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल कुछ ही बार किया है। आज के दिन मैंने लापरवाही करके बहुत ही बड़ी गलती की है, यह सोचकर कि मैं इस डंजन को संभाल सकता हूँ। अब मुझे जल्द ही बिना टाइम गवाए व्हाइट कोर तक पहुँचना होगा। ऐसा कहते हुए आर्ट फोकस करता है और अपन देखते हैं कर्टिस अपनी फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है। इसी के साथ फटाक से कर्टिस अपना एक पावरफुल स्पेल इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो एक बार में ही इस मलबे को साफ कर देता है। इधर ग्लोरी इन क्वीन से लड़ते हुए अपना बेस्ट दे रही होती है और डेविएंट मैजिक का भी इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन फिर भी ये क्वींस ज्यादा पावरफुल है, जिस कारण से ये ग्लोरी को पीछे पुश कर रहे होते हैं। इतने में ही आर्ट की नजर टेसिया के ऊपर पड़ती है और भाई साहब अपन देखते हैं टेसिया के कोर में दोबारा से पेन शुरू हो चुका है। आर्ट टेसिया को संभालते हुए
यहाँ से बाहर ले जाने लगता है और अपने मन में कहता है ये तो एक प्रॉब्लम की बात है। क्वीन स्नर्लर सिर्फ बी क्लास माना बीस्ट होते हैं और प्रोफेसर ग्लोरी ए क्लास एडवेंचरर है। इसके बावजूद भी प्रोफेसर को दिक्कत आ रही है इनसे लड़ने में। यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और भाई साहब आर्ट के इतना सोचते ही प्रोफेसर ग्लोरी और आर्ट अपने सामने देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक माना बीस्ट को। यह माना बीस्ट बहुत तेजी से ग्लोरी के ऊपर हमला कर देता है। ग्लोरी अपने आप को बहुत मुश्किल से बचाती है। तुरंत ये माना बीस्ट बच्चों की साइड पर चला जाता है उनके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन प्रोफेसर ग्लोरी पीछे से हमला कर देती है एक स्पेल की मदद से। सारे बच्चे यहाँ से भाग रहे होते हैं और निकल रहे होते हैं। ये देखकर आर्ट अपने मन में कहता है प्रोफेसर ग्लोरी उसे अकेले नहीं संभाल सकती। कर्टिस और क्लेयर कहते हैं आर्ट जल्दी चलो यहाँ से, लेकिन अपन देखते हैं भाई आर्ट तैयार हो जाता है इस माना बीस्ट से लड़ने के लिए। कर्टिस आर्ट का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे पता है तुम डुअल एलिमेंटल हो, लेकिन फिर भी तुम इस माना बीस्ट को नहीं संभाल सकते, इसीलिए चलो यहाँ से। लेकिन इतने में ही आर्ट फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और कर्टिस के हाथ को हटा देता है। ये देखकर क्लेयर और कर्टिस हैरान हो जाते हैं। आर्ट बहुत ही सीरियस होकर कहता है मैंने कहा जाओ यहाँ से, और अपन ग्लोरी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। मैं ये जानती हूँ माना बीस्ट एक दूसरे को खाते हैं ताकत के लिए, लेकिन इतना ज्यादा इवॉल्व माना बीस्ट आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा है। इतने में ही पीछे से आर्ट आ जाता है जो कि इस माना बीस्ट को फ्लेम्स की मदद से पावरफुल पंच बजा देता है। ग्लोरी कहती है आर्थर मैंने कहा था सभी लोगों को यहाँ से निकलने के लिए। आर्ट कहता है मुझे लगता है ये बात प्रोफेसर्स के ऊपर लागू नहीं होती। मैंने देखा कि आपका कोई भी अटैक काम में नहीं आ रहा है। ग्लोरी स्माइल करते हुए कहती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आर्ट कहता है नहीं, मैं तो बस खुद को आजमाना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्लोरी कहती है ठीक है फिर तैयार हो जाओ। ये माना बीस्ट डंजन के बाहर अपना पीछा नहीं कर पाएगा, इसीलिए अपन को इसे कमजोर करना है ताकि अपन यहाँ से बाहर निकल सके। आर्ट कहता है ठीक है मुझे सिर्फ 10 सेकेंड की जरूरत है। ऐसा सुनकर ग्लोरी इस माना बीस्ट को अकेले ही संभालने लग जाती है। आर्ट अपना एक अटैक रेडी करने लग जाता है और ग्लोरी अपने मन में कहती है कितनी हैरानी की बात है आर्ट 3 एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकता है। आर्ट का अटैक रेडी हो चुका होता है और आर्ट वही वाला अटैक इस्तेमाल करता है बर्स्ट ब्लेड, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। आर्ट का ये अटैक सक्सेसफुली इस माना बीस्ट के ऊपर लग जाता है, लेकिन इस चक्कर में आर्ट का हाथ ही डिसलोकेट हो जाता है। इस मौके को देखते हुए तुरंत ग्लोरी आर्ट को लेकर यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन तभी अपन देखते हैं आर्ट की ब्लेड वहीं पर छूट जाती है। आर्ट और ग्लोरी जैसे यहाँ से निकलने वाले होते हैं, अपन देखते हैं ये माना बीस्ट दोबारा से आ जाता है और आर्ट के पैर में अपना नाखून घुसा देता है। ये देखकर ये दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन इतने में ही ये माना बीस्ट वही के वही एक पावरफुल ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण से आर्ट ग्लोरी से अलग हो जाता है और बहुत ही नीचे गिरने लग जाता है। आर्ट कहता है डैम इट, मेरे पास माना बहुत ही कम बचा हुआ है। ऐसा कहते हुए आर्ट अपने बचे कुचे माना का इस्तेमाल करता है और अपने आप को धीरे से नीचे गिराने की कोशिश करता है ताकि डैमेज कम से कम आए। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी आर्ट धड़ाम से आकर जमीन पर गिरता है। भाई लोगों ये वाला सीन डिसअपॉइंट करने वाला है, क्योंकि आर्ट ने एस क्लास माना बीस्ट के खिलाफ में ज्यादा बेटर परफॉर्म किया था और फिलहाल में आर्ट को एक चोमू से माना बीस्ट के खिलाफ में इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अपन लोग देखते हैं गिरने के कारण से आर्ट बेहोश हो चुका होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में आर्ट के बहुत सारे वुंड्स अपने आप ही हील हो जाते हैं और आर्ट अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। आर्ट उस माना बीस्ट के अंदर से अपनी स्वार्ड को निकालते हुए बहुत ही हैरान होकर अपने मन में कहता है पहले तो सिल्विया की विल के कारण मुझे एडवांस सेंसेस मिले, लेकिन अब मेरी बॉडी अपने आप ही हील भी हो सकती है। आर्ट ऊपर की साइड देखता है जहां से वो गिरा था और कहता है मुझे वहां तक चढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन इतने में ही आर्ट देखता है एक गुफा के अंदर से उसे पानी की आवाज आ रही है। आर्ट जैसे ही उस पानी के पास जाता है, आर्ट अपने सामने का नजारा देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि आर्ट के सामने बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ बॉडीज पड़ी होती है। और भाई कोई भी ये मत कहना कि ये वही जगह है जहां पर एलिया आई थी इन्वेस्टिगेशन करते हुए। इतने
इतने में ही आर्ट को एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है, प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आर्ट जैसे ही आवाज की साइड पर आगे बढ़ता है, आर्ट को एक दूसरा झटका लगता है क्योंकि आर्ट के सामने पड़ी होती है एलिया, जिसकी कंडीशन बहुत ही बेकार है। आर्ट एलिया को याद करते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक व्हाइट कोर मेज है और एक लांस भी। आर्ट तुरंत एलिया को हील करने की कोशिश करने लग जाता है। एलिया कहती है, कौन हो तुम, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? आर्ट कहता है, हाँ मेरा नाम आर्थर है, आपने कहा था कि आपके ब्रदर की एज मेरे जितनी है। एलिया कहती है, अच्छा तुम हो जो कि बेरन के ऊपर नजर रख रहा था। आर्ट कहता है, प्लीज आप बात मत कीजिए। एलिया आर्ट का हाथ पकड़ती है और कहती है, रुको, तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि मैं नहीं बचने वाली। तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ। आर्ट बहुत ही दुखी होकर कहता है, क्या कुछ और है जो कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपके साथ ये क्या हुआ है। एलिया कहती है, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि आखिर अब तक मैं जिंदा कैसे हूँ? ऐसा कहते हुए एलिया एक क्रिस्टल दिखाती है, अभी तक मुझे जिंदा इसने रखा है बदले के लिए। इधर मेरे पास आओ, मेरे पास बचे हुए माना की मदद से मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। ऐसा कहते हुए एलिया खुद के सिर को आर्ट के सिर के साथ टच करती है और अपन लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ था एलिया के साथ। अपन ने पहले जिस हेड सर्पेंट को देखा था उसे एलिया बहुत ही आसानी से हरा देती है, लेकिन तभी अचानक से ही यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बंदे की एंट्री हो जाती है जो कि आते के साथ से बहुत सारे सोल्जर्स को मार देता है। यह बंदा बहुत शांति से एक जगह पर बैठा होता है और एलिया को दो ऑप्शंस देता है, या तो तुम मुझसे लड़ो और मारी जाओ, या फिर तुम्हारे सारे साथियों को खत्म कर दो और जिंदा रहो। ऐसा सुनते ही एलिया इस बंदे के ऊपर हमला कर देती है। ये बंदा कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस एफर्ट से कुछ भी बदलने वाला है? जो वॉर है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। ऐसा कहते हुए अगले ही सेकंड में ये बंदा सभी सोल्जर्स को खत्म कर देता है और तेजी से एलिया पर भी हमला कर देता है। एलिया जैसे तैसे बचते हुए इस बंदे के ऊपर हमला कर देती है, जिस कारण से इसका एक सिंग डैमेज हो जाता है। ये बंदा कहता है, कितनी दुख की बात है, मैं तो तुम्हें आसान मौत देने की सोच रहा था। ऐसा कहकर लिटरली ये बंदा एलिया का हाथ उखाड़ देता है और बहुत जोर से किक करके एलिया के अंदर एक स्पीयर घुसा देता है। तभी तुरंत ये बंदा एलिया के पास आ जाता है और उसके पैरों को पकड़ के कहता है, तुम्हें इनकी भी जरूरत नहीं है। यह बंदा एलिया के दोनों पैरों को भी उखाड़ देता है और कहता है, मैंने पढ़ा है जब तुम्हारा एक सेंस चला जाता है तुम्हारा दूसरा सेंस ताकतवर बन जाता है। ऐसा कहते हुए ये बंदा एलिया की आंखें भी फोड़ देता है। इसके बाद भी ये बंदा रुकता नहीं है। एलिया बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा रही होती है, प्लीज छोड़ दो मुझे, तुरंत मुझे खत्म कर दो, लेकिन फिर भी सिर्फ एलिया की चीखें ही सुनाई देती है। यह नजारा इतना ज्यादा खतरनाक होता है, आर्ट अपने आप के ऊपर जरा भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो यहाँ पर उल्टी कर देता है। एलिया कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे ये तुम्हें नहीं दिखाना चाहिए था, तुम बहुत ही छोटे हो। आर्ट अपने आप को संभालते हुए कहता है, नहीं, तुमने जो कुछ भी किया सही किया, कम से कम अब मुझे पता है कि तुम असल में किस चीज से गुजरी हो। एकदम लास्ट मोमेंट पर एलिया फूट फूट कर रोने लग जाती है और कहती है, आर्थर मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। आर्ट रोते हुए एलिया को कस के गले लगा लेता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी मोमेंट पर अपन देखते हैं एलिया खत्म हो जाती है और उसकी एकदम लास्ट मोमेंट पर अपन लोग एलिया और उसके ब्रदर को साथ में देखते हैं। भाई लिटरली अब इस चैप्टर के ऊपर क्या ही बोल सकता हूँ, मतलब लिटरली आंसू निकल रहे मेरे, क्या रिएक्शन दो इसके ऊपर। आर्ट सभी सोल्जर्स को दफनाते हुए अपने मन में कहता है, एलिया की मेमोरी से मुझे पता चला है कि जो ये आने वाला विलन है ये एक नहीं कई सारे हो सकते हैं। ये लोग आखिर चाहते क्या है इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। सबसे पहले मैंने ऐसे बंदे को सिल्विया की केज में देखा था। एक बात तो श्योर है, क्वाड्रा एलिमेंट होने के बावजूद भी ऐसे डीमंस के खिलाफ मेरा कोई भी चांस नहीं है।
आर्ट एलिया के चेहरे को अच्छे से साफ करता है और उसे एक पानी के बैरियर के अंदर डाल देता है। आपको ज्यादा टाइम तक यहाँ पर वेट नहीं करना होगा, लोग यहाँ पर जल्द आने में है। आर्ट के इतना कहते ही अपन यहाँ पर सिल्वी को देखते हैं, जिसके साथ आर्ट वापस अपने घर आ जाता है। आर्ट घर के ही बाहर बैठ जाता है और एक पेंडेंट को देखने लग जाता है, जो कि शायद से एलिया का है। एलिया के शब्द अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। वो कितनी डरी हुई थी, अपनी मौत को लेकर उसे कितना डर लग रहा था। काश मेरी तरह उसे भी एक दूसरा मौका मिल जाए, उसे अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए। इतने में ही आर्ट के पास रे आ जाते हैं, जो कि देखते हैं आर्ट कितना दुखी है। इसी कारण से आर्ट को संभालते हुए रे कहते हैं, तुम्हारी मदर को भी बहुत ही गहरे घाव है, जिनसे कि वो आज तक भी उभर नहीं पाई है। लेकिन हर किसी को अपनी खुद की लड़ाई लड़नी पड़ती है। जिंदगी के अंदर कोई भी सिंगल लड़ाई नहीं होती। इसी कारण से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार करने के लिए, तुम्हारी फतेह को देखने के लिए। रे की बातों से आर्ट थोड़ा बेटर फील करता है। अगले दिन अपन देखते हैं आर्ट डायरेक्टर सिंथिया से मिलता है। डायरेक्टर कहती है, जो कुछ भी डंजन में तुम्हारे साथ हुआ है, इसी कारण से मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। आर्ट कहता है, हाँ मैं थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने वाला हूँ। डायरेक्टर कहती है, ग्लोरी ने मुझे बता दिया है कि तुम वहाँ पर गिर चुके थे, लेकिन क्या तुम्हारे साथ उससे आगे भी कुछ हुआ था? आर्ट बहुत ही सीरियस हो जाता है और डायरेक्टर को एलिया का पेंडेंट दिखाता है। डायरेक्टर इसे देखकर चौंक जाती है और वो समझ जाती है लांस एलिया मर चुकी है। आर्ट कहता है, लांस एलिया और सभी सोल्जर्स की बॉडी अभी भी वहीं पर नीचे मौजूद है। डायरेक्टर सिंथिया यहाँ पर एक दूसरी बात को लेकर परेशान लग रही होती है और अपने मन में कहती है, अगर एक लांस मारी जा चुकी है तो इसका मतलब जरूर से वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आर्थर, मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता है वहाँ पर क्या हुआ था? दोस्तों, आर्थर इस वाली बात को छुपा लेता है और कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं पता। डायरेक्टर यहाँ से जाते हुए कहती है, ठीक है मैं तुरंत काउंसिल को इन्फॉर्म करती हूँ और तुम इस मैटर के बारे में चिंता मत करना, क्योंकि ये मैटर तुम्हारी समझ से परे है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपनी फैमिली और मिसेस हेस्टी के साथ होता है शॉपिंग करने के लिए। आर्ट एकदम से कहता है, टेबिथा आंटी, क्या यहाँ पर कोई ऐसी दुकान है जहाँ से मुझे ट्रेनिंग के लिए कोई सामान मिल सकता है? मिसेस हेस्टी कहती है, हाँ बिल्कुल, यहीं पर कोने में एक इलेक्सस की फेमस दुकान है। ऐसा सुनकर आर्ट वहाँ पर जाने लग जाता है। सिल्वी को एली काफी तंग कर रही होती है। इसी कारण से सिल्वी कहती है, प्लीज पापा मुझे भी अपने साथ ले चलो। आर्ट सिल्वी को मना कर देता है और कहता है, तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। ऐसा कहते हुए आर्ट अकेले ही बाहर चला जाता है। आर्ट के दिमाग में अभी भी एलिया के ही ख्याल चल रहे होते हैं और वो उस जगह पर चला जाता है जो कि मिसेस हेस्टी ने बताई है। लेकिन आर्ट अपने सामने एक बहुत ही भंगार दुकान को देखता है और अपने मन में कहता है, आखिर ऐसी जगह पर कोई एलिक्सर्स और मेडिसिन को कैसे बेच सकता है। इतने में ही आर्ट को एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है। आर्ट इस बूढ़े आदमी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस आदमी को आर्ट बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया होता। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया है। मुझे तो सिर्फ थोड़े से पैसे चाहिए। आर्ट जैसे ही अपने जेब के अंदर हाथ डालता है, आर्ट के हाथ में एक सिल्वर कॉइन आ जाता है, जिसकी वैल्यू 100 ब्रॉन्ज कॉइन के बराबर होती है। आर्ट ये वाला कॉइन इस बूढ़े आदमी को नहीं देना चाह रहा होता है, लेकिन इतने में ही ये बूढ़ा आदमी इस सिल्वर कॉइन को ले लेता है और फटाक से यहाँ से गायब हो जाता है। आर्ट रिग्रेट करते हुए इस भंगार दुकान के अंदर इंटर हो जाता है और अपने सामने उसी बूढ़े आदमी को देखता है। आर्ट चिल्ला कर कहता है, मुझे मेरा कॉइन वापस चाहिए, मुझे तो लगा कि तुम कोई भिखारी हो। बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है कि तुमने मेरे दिखावे को देखकर मुझे जज कर लिया। अब मैं तुम्हें ये कॉइन वापस नहीं देने वाला, लेकिन कैसा रहेगा अगर तुम यहाँ से कोई भी चीज ले लो एकदम फ्री में। आर्ट कहता है, क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू सिल्वर कॉइन के बराबर है? बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें सही
ही आंखों की जरूरत है उसे चुनने के लिए। आर्ट न चाहते हुए भी बूढ़े आदमी की बात मान जाता है और यहाँ पर चीजों को देखने लग जाता है। तभी वो यहाँ पर देखता है एक रिंग को। इस रिंग के अंदर से अचानक से ही आर्ट के ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन आर्ट इसे डॉज कर लेता है। आर्ट मन में कहता है मैं इस अजीबोगरीब जगह पर ज्यादा टाइम नहीं रुकना चाहता, इसीलिए जल्दी से कोई ढूंढकर यहाँ से जाना होगा। लेकिन इतने में ही अपन देखते हैं आर्ट का पीछा करते हुए सिल्वी यहाँ पर आ जाती है। जैसे इस बूढ़े आदमी की नजर सिल्वी पर पड़ती है, ये बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है, लेकिन फटाक से आर्ट के सामने ये बूढ़ा आदमी अपना रिएक्शन चेंज कर लेता है। दोस्तों, मुझे इस बंदे के ऊपर डाउट हो रहा है, कहीं न कहीं ये बंदा एक पहुंची हुई चीज लग रहा है। आर्ट कहता है मुझे यहाँ पर कोई भी चीज वैल्यूएबल नहीं लग रही है, इसीलिए मुझे मेरा कॉइन वापस दे दीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है तुम्हें तो कुछ भी परख ही नहीं है अच्छी चीज के लिए, और वो खुद से ही आर्ट को एक सफेद कंचे जैसी चीज दे देता है। ये लो, इस चीज की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ऐसा कहते हुए ये बूढ़ा आदमी आर्ट को धक्का देते हुए यहाँ से बाहर निकाल देता है। आर्ट को नहीं पता होता है कि आखिर वो कंचा क्या कर सकता है। इतने में ही आर्ट की नजर यहाँ पर एक काली बिल्ली के ऊपर पड़ती है, जो कि दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आर्ट के ऊपर नजर रख रही है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपनी फैमिली के पास वापिस आ जाता है, जहाँ पर मिसेस हेस्टी कहती है क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ भी मिला? वो जगह बहुत ही फेमस है, जो कि हर वक्त लोगों से भरी पड़ी रहती है। आर्ट को विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो जगह बहुत ही अजीबोगरीब थी और वहाँ पर सिर्फ एक ही बूढ़ा आदमी मौजूद था। बातचीत करते हुए ये लोग उसी दुकान के पास चले जाते हैं जहाँ से आर्ट अभी अभी होकर आया है। लेकिन आर्ट और सिल्वी अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस बार इन दोनों के सामने एक बहुत ही बड़ी आलीशान दुकान होती है एलिक्सर्स की। इसी मोमेंट पर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है ल्यूकस के ऊपर, जो कि फिलहाल में एक गुफा के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पर ल्यूकस चार्ल्स के कहने पर कुछ खुफिया बंदों से मिलने के लिए आया होता है। चार्ल्स अपने सामने वाले बंदे से कहता है माय लॉर्ड, मैं ल्यूकस वाइक्स को यहाँ पर ले आया हूँ, जैसा कि आपने कहा था। सामने वाला बंदा कहता है तो तुम हो फेमस ल्यूकस वाइक्स। ये जानकर खुशी हुई कि तुम भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने वाले हो। ल्यूकस कहता है तुमसे ऐसा किसने कहा? मैं तो यहाँ पर चार्ल्स के कहने पर आया हूँ और इस जगह से मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद की थी। और वैसे तुम हो कौन? तुम कोई स्टूडेंट तो नहीं लगते, मत कहना कि तुम कोई प्रोफेसर हो। इतने में इस ग्रुप से एक बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। इस बंदे के इतना कहते ही अपन देखते हैं थ्रोन वाला बंदा चुटकी बजाकर इस बंदे के ऊपर आग लगा देता है और कहता है यह तो सही तरीका नहीं है अपने नए मेंबर से बात करने का। ये बंदा जलते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ल्यूकस हैरान होकर अपने मन में कहता है इस बंदे के साथ मैं भी ऐसा ही करने वाला था, लेकिन इस थ्रोन वाले बंदे का मैं माना बिल्कुल भी सेंस ही नहीं कर पाया। ल्यूकस सामने वाले बंदे से कहता है तुम्हारे इस कल्ट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में बताओ। थ्रोन वाला बंदा कहता है मेरे कुछ बड़े प्लान्स है जिन्हें कि मैं फिलहाल में स्टार्ट नहीं कर सकता, मुझे पावरफुल मेजेस की जरूरत है। इस ग्रुप में सभी नोबल्स मौजूद है जो कि सभी के सभी नाराज है। इन लोगों को इस बात के ऊपर बहुत ही गर्व था कि जाइरस सबसे ज्यादा प्योर और बेस्ट लोगों के लिए है। जैसा कि तुम देख पा रहे हो मिस्टर वाइक्स, जाइरस एकेडमी के अंदर क्या चल रहा है, क्या तुम इस बात के ऊपर गुस्सा नहीं हो? ल्यूकस कहता है ये बात सच है, लेकिन मैं इन कमजोर कीड़ों के साथ काम करके खुद के लेवल को नीचा क्यों करूं और तुमसे ऑर्डर्स क्यों लूं? थ्रोन वाला बंदा कहता है तो तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वो सब कुछ सच है। तुम एक प्राइडफुल मेज हो जो कि ऐसा मानता है लोअर क्लास के लोग कमजोर होते हैं, लेकिन तुम्हारा दोस्त आर्थर लेवाइन, क्या उसने तुम्हें गलत नहीं साबित किया है? भले ही तुम एक प्रोडिजी हो और अवेकन होने के बाद से लगातार एलिक्सर्स का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो, लेकिन फिर भी तुम में और आर्थर
आर्थर लेवाइन के बीच में कोई मुकाबला नहीं है। ये बंदा आर्थर का नाम इस्तेमाल करता है और ल्यूकस को बहुत ही गुस्सा दिला देता है। ल्यूकस गुस्से में आगे बढ़ता है और कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? थ्रोन वाला बंदा कहता है, मैं एक मामूली आदमी हूँ जो कि इस जगह का भला करना चाहता है। बहुत जल्द मैं हमला करने वाला हूँ और मेरे हमले से जो ये तीनों रेसेस के बीच का बॉन्ड है वो टूटने वाला है। मिस्टर वाइक्स, मेरा काम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम छोटे मोटे काम संभाल सको। ल्यूकस कहता है, छोटे मोटे काम से तुम्हारा कहने का मतलब है मैं आर्थर लेवाइन को संभालूं, है ना? थ्रोन वाला बंदा कहता है, तुम आधे एल्फ हो लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम कर रहा है। ल्यूकस कहता है, तुम चाहते हो मैं उसे जान से मार दूं, लेकिन कैसे? कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं भी मार्कोस जैसा ड्रग ले लूं? थ्रोन वाला बंदा कहता है, वो सुअर तो बहुत ही कमजोर था। अगर तुम सोचते हो तुम ताकतवर हो तो ऐसे में तुम मेरी दी गई पावर्स को अच्छे से संभाल सकते हो। और मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ, मेरी दी गई पावर्स एक अलग ही लेवल की होने वाली है। ल्यूकस कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास ऐसा भी कोई प्लान होना चाहिए जिससे कि आर्थर मुझसे अपनी फुल पावर में फाइट करे। थ्रोन वाला बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, आर्थर लेवाइन एक ऐसा इंसान है जो कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत ही ज्यादा वैल्यू देता है और इन सब लोगों में भी पर्टिकुलर उसके पास एक शख्स ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा खास है। ऐसा सुनते ही ल्यूकस जवाब देता है, टेसिया एरलिथ। थ्रोन वाला बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद किसी को भी ऐसा लगता है कि एक एल्फ स्टूडेंट काउंसिल की लीडर होनी चाहिए। ऐसा सुनते ही सभी के सभी बंदे नफरत के साथ बहुत ही तेज चिल्लाने लग जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। इसी के साथ दोस्तों ल्यूकस और ये थ्रोन वाला बंदा टेसिया का इस्तेमाल करने वाले हैं आर्थर को चोट पहुंचाने के लिए। देखते हैं अब क्या होता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और अपन एलिजा को देखते हैं जो कि काफी दुखी लग रहा होता है और जैसे ही वो अपनी आंखों के सामने आर्ट को देखता है उसे वो फटाक से गले लगा लेता है। आर्ट कहता है, बाकी लोग कैसे हैं? एलिजा कहता है, सभी लोग ठीक है, तुम्हें जल्द ही सभी लोगों से मिलना चाहिए। आर्ट कहता है, हाँ तुम सही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उनके सवालों का जवाब दे पाऊंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कल सुबह तुम सभी लोगों से मिल लो और सभी को बता देना कि मेरी चिंता ना करे, मैं ठीक हूँ। एलिजा कहता है, ठीक है। ऐसा सुनकर आर्ट अपना बैग लेकर यहाँ से बाहर आ जाता है। जैसे ही आर्ट आगे की ओर बढ़ रहा होता है, आर्ट और सिल्वी को एकदम से बहुत ही तेज माना सेंस होता है। आर्ट तुरंत ट्रेनिंग रूम में चला जाता है माना को सेंस करते हुए और वो अपने सामने देखता है एल्डर वीरियन को और टेसिया को जो कि पूरी तरीके से एल्डरवुड गार्डियन की ब्रांचेस से घिरी हुई है। यह देखकर आर्ट चौंक जाता है और पूछता है, क्या ये टेस है? वीरियन जवाब देते हैं, हाँ, जब से ये डंजन से वापस आई है तब से टेस की हालत ऐसी ही है। मैं खुद इस बात से श्योर नहीं हूँ। ऐसा लगता है बीस्ट विल की एसिमिलेशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जैसे कि बीस्ट विल टेस की बॉडी के खिलाफ में लड़ाई कर रही है। एसिमिलेशन की ट्रेनिंग करते हुए टेस को काफी टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, जरूर से कोई न कोई तो गड़बड़ है। आर्ट अपने मन में कहता है, क्या ये मेरी गलती है? शायद मुझे टेसिया को ये बीस्ट विल देनी ही नहीं चाहिए थी। इतने में ही अपन देखते हैं एकदम से ही ये ब्रांचेस आर्ट के ऊपर जानलेवा हमला करने लग जाती है। आर्ट अपने आप को इन हमलों से बचा रहा होता है और आर्ट का प्लान होता है कि वो इन झाड़ियों को काट देगा, लेकिन इतने में ही आर्ट की डायमेंशन रिंग के अंदर से वो बॉल निकलती है जो कि आर्ट को उस अजीबोगरीब दुकान से मिली थी। ये बॉल अपने आप ही टेसिया के पास चली जाती है और उसके पेट के जरिए टेसिया की बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है और टेसिया को पूरी तरीके से नॉर्मल कर देती है। यह देखकर वीरियन भी समझ नहीं पाते कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन टेसिया अब सेफ कंडीशन में आ चुकी है। थोड़ी ही देर में धीरे से टेसिया को होश आ जाता है और टेसिया अपने सामने आर्ट और अपने ग्रैंडफादर को देखती है। टेसिया बहुत ही खुश हो जाती है और अपने ग्रैंडफादर का गंदा पोपट करते हुए तुरंत सबसे पहले आर्ट को गले लगाती है। टेसिया कहती है, तुम जिंदा हो।
आर्ट कहता है हाँ मैं सही सलामत और जिंदा हूँ। अगले सीन में अपन देखते हैं एक रूम के अंदर टेसिया का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और यहाँ पर आर्ट अभी भी हैरान होता है उस अजीबोगरीब बॉल को लेकर। तभी यहाँ पर वीरियन के सामने एक ऐसी चीज का खुलासा होता है जिस कारण से वीरियन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही वीरियन टेसिया के मानाकोर को सेंस करने की कोशिश करते हैं, वीरियन को पता चलता है कि टेसिया का मानाकोर लाइट ऑरेंज स्टेज से डायरेक्ट सिल्वर स्टेज के एकदम बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। ये जानकर आर्ट भी हैरान हो जाता है। आर्ट और वीरियन यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तभी आर्ट पूछता है मुझे एक बात सताई जा रही है, मैं लांसेस के बारे में और भी जानना चाहता हूँ। वीरियन कहते हैं मुझे सिंथिया ने बताया कि तुम्हारे साथ वहाँ पर नीचे क्या हुआ था, आखिर तुम लांसेस के बारे में क्या जानना चाहते हो। आर्ट कहता है मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सचमुच में लांस कितने ताकतवर होते हैं। वीरियन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है एक व्हाइट कोर का मेज कितना ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। आर्ट अपने मन में कहता है अगर सिल्वर कोर वाले मेज को देखा जाए तो ऐसे में वो 20 सॉलिड येलो कोर वाले मेजेस के बराबर होता है। दोस्तों अगर फिलहाल में देखा जाए तो येलो कोर पर ब्रेल्ड और जैस्मिन जैसे मेजेस आते हैं और अपनी टेसिया पहुंच चुकी है सिल्वर स्टेज के पास में, यानी कि कहा जा सकता है कि जैस्मिन जैसे 20 मेजेस की जरूरत पड़ सकती है टेसिया को हराने के लिए। अब भाई लोगों टेसिया पूरी तरीके से सिल्वर मेज नहीं है बल्कि वो जस्ट अभी अभी सिल्वर पर आई है, यानी कि इनिशियल स्टेज पर है। इस बात को भी अपन देखे तो ऐसे में भी जैस्मिन जैसे कम से कम 12-13 मेजेस तो लगेंगे ही टेसिया को संभालने के लिए। एक प्रॉपर सिल्वर कोर वाला मेज इतना ज्यादा पावरफुल होता है और इसके भी बाद आता है व्हाइट स्टेज, मतलब एक लांस। भाई साहब क्या ही तो पावरफुल होते होंगे। वीरियन कहते हैं मैं मीडियम सिल्वर कोर पे हूँ और मेरे जैसे 10 मेजेस की जरूरत पड़ सकती है एक मीडियम लेवल के व्हाइट कोर मेज को संभालने के लिए। डायरेक्टर सिंथिया को देखा जाए तो उसके जैसे 6-7 मेजेस में ही काम हो जाएगा क्योंकि वो हायर सिल्वर कोर मेज है। आर्ट कहता है आप जैसे 10 मेजेस की जरूरत पड़ेगी, क्या आप इतने ज्यादा कमजोर है। वीरियन कहते हैं गधे मैं कमजोर थोड़ी न हूँ, मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि आखिर लांस कितने ताकतवर होते हैं। आर्ट कहता है मैंने देखा है कुछ लांसेस अभी भी यंग है, आखिर वो इतनी जल्दी इतने ताकतवर कैसे बन गए और इतने ताकतवर होने के बावजूद भी वो लोग किंगडम को अपने काबू में क्यों नहीं कर लेते। वीरियन कहते हैं उनकी इतनी ज्यादा ताकत का एक कारण है। आर्ट कहता है आपके कहने का मतलब क्या है। वीरियन कहते हैं जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ रॉयल फैमिलीज को ही पता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को भी इस बारे में ना बताओ। मेरी बात से तुम्हें पता चल जाएगा कि तीनों किंगडम्स बनने के बाद से आखिर रॉयल फैमिलीज अभी तक किंगडम के ऊपर कैसे रूल कर पा रही है। आर्थर मुझे बताओ क्या तुम डीईटीज यानी कि भगवानों को मानते हो। काफी समय पहले की बात है, सभी रेसेस अपने अपने लोगों के साथ रहा करती थी और सिर्फ व्यापार करने के लिए आपस में मिलती थी। तीनों का ही कल्चर और मान्यताएं अलग अलग थी लेकिन फिर भी सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। माना बीस्ट पर्टिकुलरली तीनों रेसेस के ही दुश्मन थे जिनके कारण से तीनों रेसेस की आबादी तेजी से कम होने लगी। लेकिन एक दिन आसमान से एक डीटी आया जिसने कि तीनों रेसेस को हथियार दिए ताकि वो माना बीस्ट का सामना करके बीस्ट एरा को खत्म कर सके। उस समय जो डीटी आया था वो सिर्फ 3 ही लोगों को दिखा था जो कि आज की रॉयल फैमिली के पूर्वज थे। उस डीटी ने उन 3 लोगों को 6 आर्टिफैक्ट दिए थे जिससे कि वो तीनों किंग्स बन पाए। लेकिन जो आर्टिफैक्ट थे वो उन किंग्स को खुद के लिए नहीं मिले थे बल्कि 2-2 लोगों को
देने के लिए मिले थे। किंग से जिन भी दो लोगों को वो आर्टिफैक्ट देते थे उन्हें सोल ओथ और नाइटिंग सेरेमनी से गुजरना होता है। इन्हीं 6 आर्टिफैक्ट के कारण से उन लोगों को माना का नॉलेज मिला, जिससे कि किंग्स ने ऑर्डर दिया कि बाकी लोगों को भी ये नॉलेज शेयर किया जाए जो भी लोग कैपेबल है इसे सीखने के लिए। इसी तरीके से मेजेस की फर्स्ट जनरेशन बनी थी और इन सभी मेजेस ने मिलकर माना बीस्ट का सामना किया था। तीनों रेसेस ने साथ मिलकर बीस्ट का सामना किया और उन्हें बीस्ट ग्लेड्स में धकेल दिया। इसी के साथ बड़ी शांति से तीनों रेसेस अपनी अपनी फेवरेबल जगहों पर चली गई रहने के लिए और अपने आप को बसाने के लिए। इतने में आर्ट कहता है रुकिए जरा, तो इसका मतलब लांसेस वो पहले मेजेस थे जिन्होंने मैजिक का इस्तेमाल किया था। और मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ह्यूमन और एल्व्स के बीच में वॉर क्यों हुई थी। आखिर उस समय के लांसेस कहाँ चले गए थे। वीरियन कहते हैं मैं तुम्हें इस बारे में ही बताने वाला था, लेकिन पिद्दी तुमने मुझे बीच में डिस्टर्ब कर दिया। वॉर के बारे में तुम थोड़ा बहुत पहले से जानते हो, इसी कारण से मैं तुम्हें जल्दी से बताता हूँ। तीनों रेसेस के बीच में जो शांति कायम थी वो कुछ ही जनरेशंस तक टिक पाई। इसके बाद में सभी लोग भूल गए कि उनके पूर्वजों ने क्या क्या किया था साथ मिलकर। और रही बात लांसेस की, वो लोग कहीं पर भी नहीं गए थे। रॉयल फैमिलीज के साथ में ही मिलकर सीक्रेटली वो लोग अपना काम करते रहते हैं। हर जनरेशन में कोई न कोई 2 लांस मौजूद होते ही है और इस बार नए कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी के कारण से ये लांसेस वाली खबर पब्लिक कर दी गई है। आर्ट कहता है मैं समझ पा रहा हूँ कि लांसेस को अभी तक छुपा कर क्यों रखा गया था, क्योंकि अगर सभी लोगों को पता चल जाए कि ऐसे आर्टिफैक्ट मौजूद है जिनसे कि व्हाइट कोर वाले मेजेस बनाए जा सकते हैं। इतने में वीरियन कहते हैं ऐसे में डिकेथिन का सर्वनाश बहुत ही करीब आ सकता है। आर्ट कहता है ग्रेम्स आपका धन्यवाद इतनी बड़ी बात मुझ पर भरोसा करने के लिए। वीरियन कहते हैं आर्थर मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारी बॉन्ड है वो कोई मामूली सी माना बीस्ट नहीं है बल्कि ये एक डीईटी है। आर्ट कहता है ये और एक डीईटी। वीरियन कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर सिंपल तरीके से समझाऊं तो गॉड्स वो नहीं होते जिनके बारे में अपन बुक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जो कि अपनी खत्म होने वाली बॉडी से आगे बढ़ चुके हैं और अपने माना का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कल्चर में किसी ड्रैगन को एक बार देख लेना भी आशीर्वाद माना जाता है। जरूर से कोई न कोई बड़ा कारण है जिस कारण से ये तुम्हारे साथ बॉन्ड है। आर्थर दुनिया तेजी से चेंज हो रही है, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों का इसमें क्या रोल है, लेकिन तुम्हें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अकेला होता है और उसी दुकान पे जा रहा होता है जहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने आर्ट को वो अजीबोगरीब बोल दी थी, लेकिन इस बार यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं होती है। तभी आर्ट की नजर पड़ती है साइड में, यहाँ पर सेम उसी तरीके की एक और बॉल रखी होती है एक नोट के साथ। आर्ट इस बॉल को रख लेता है और इस नोट के अंदर क्या लिखा है ये अपन लोगों को नहीं दिखाया गया है और आर्ट अपने घर पे वापिस आ जाता है। आर्ट अपनी फैमिली के साथ शांति से खाना खाता है और बताता है कि कल सुबह वो एक जगह पर जाने वाला है। अगली सुबह अपन देखते हैं आर्ट सभी को बाय बाय करके यहाँ से निकल जाता है। तभी अपन देखते हैं उस चिट्ठी के अंदर लिखा होता है कि आर्ट को वेस्ट टेलीपोर्टेशन गेट के पास आना है। अगर आर्ट पूरी स्टोरी जानना चाहता है तो उसे वेस्ट टेलीपोर्टेशन गेट के पास जाना होगा। इसी कारण से आर्ट अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। तभी अपन देखते हैं आर्ट को उसकी पुरानी लाइफ की एक मेमोरी दिखाई देती है सपने के जरिए। यहाँ पर ये बंदे किंग ग्रे यानी कि आर्ट से कह रहे होते हैं
किसी लेडी को जान से मारने के लिए ताकि कंट्री का भला हो सके। आर्ट की जैसे ही नींद खुलती है वो सोचता है कि आखिर ये मेमोरी अब मेरे सामने क्यों आ रही है और उस बूढ़े आदमी को आखिर क्या पता है। आर्ट कुछ ही देर बाद उस टेलीपोर्टेशन गेट के पास पहुंच जाता है जो कि एल्नोर किंगडम में जाने के लिए होता है। यहाँ पर मौजूद गार्ड को आर्ट एल्नोर किंगडम का एक बैच दिखाता है जो कि रॉयल फैमिली का होता है। इसी कारण से ये गार्ड आर्ट को एंट्री दे देता है। जैसे ही आर्ट आगे बढ़ता है अपन देखते हैं किसी मैजिक के कारण से आर्ट एक अंधेरी काली जगह पर पहुंच जाता है। यह एक ऐसी जगह होती है जिस कारण से आर्ट फील करता है सिल्वी को आज से पहले किसी से भी डर नहीं लगा है, लेकिन आज पहली बार सिल्वी इस जगह के कारण डरी हुई है। एकदम से आर्ट के सामने कोई आने लग जाता है जो कि कहता है तो फाइनली अपन अकेले में शांति से बात कर सकते हैं। आर्ट अपनी आंखों के सामने उसी काली बिल्ली को देखता है जो कि उस बूढ़े आदमी के दुकान के सामने आर्ट को दिखाई दी थी। आर्ट हैरान होकर पूछता है आखिर तुम हो कौन। तभी अपन देखते हैं ये बिल्ली एक आदमी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यह आदमी जवाब देता है मुझे मेरा नॉलेज मेरे दोस्तों और भाइयों से मिला है, हम वो है जिन्हें कि तुम डीएटीज मानते हो। इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन डायरेक्टर सिंथिया को एक जंगल जैसी जगह पर देखते हैं जो कि कहीं पर जारी होती है। अपन लोग डायरेक्टर सिंथिया की एक पुरानी मेमोरी देखते हैं जब डायरेक्टर सिंथिया काउंसिल को रिपोर्ट कर रही होती है एलिया की डेथ के बारे में। यहाँ पर काउंसिल वालों ने एक और बेस्ट टीम को तैयार किया होता है इस मामले पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और यहाँ पर अपन को पता चलता है कि डायरेक्टर सिंथिया ने काउंसिल से ये बात छुपा ली है कि वो आर्थर लेवाइन था जिसने की एलिया की डेथ बॉडी को वहाँ पर ढूंढा था। एवियर कहता है अपन लोगों को खुद को लक्की मानना चाहिए कि वहाँ पर आर्ट को ज्यादा कुछ नहीं पता चला। एवियर के इतना कहते ही डायरेक्टर सिंथिया पे कुछ लोग हमला कर देते हैं और ये लोग सेम उसी तरीके के होते हैं जैसे कि मार्कोस था। डायरेक्टर सिंथिया इन सभी से लड़ने लग जाती है तभी एवियर भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो इन इंसानों को खाने लग जाता है। जैसे यहाँ पर लास्ट बंदा बचता है वो डायरेक्टर सिंथिया से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, ऐसा लगता है यहाँ पर तुम्हारी लाइफ काफी अच्छे से चल रही है। डायरेक्टर कहती है तुम अब मरने वाले हो लेकिन मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगी अगर तुम मुझे बताओ कि वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ये बंदा चिल्लाकर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी गद्दार को कुछ भी बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उन लोगों की ताकत वापिस आ रही है। अब डिकेथिन के लोगों के पास कुछ ही साल बचे हैं वॉर शुरू होने से पहले। तुम लोग नहीं जानते हो लेकिन डिकेथिन में ऑलरेडी हम लोगों के कई सारे जासूस फैल चुके हैं। इस बंदे के इतना कहते ही एवियर इसे भी मार देता है और खा जाता है। दोस्तों इन दोनों की बातों से अपन को काफी कुछ पता चल चुका है जैसे कि डायरेक्टर सिंथिया इस कॉन्टिनेंट की नहीं है बल्कि दूसरे कॉन्टिनेंट की है। इन मार्कोस जैसे बंदों का राज भी दूसरे कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है और बहुत ही जल्द इन लोगों के बीच में वॉर शुरू होने वाली है, मतलब ओवर पावर्ड विलन्स के खिलाफ में। और भाई साहब यहाँ पर एक और शॉकिंग चीज रिवील हुई है कि डायरेक्टर सिंथिया की पीठ पर भी सेम मार्कोस जैसे ही मार्क बने हुए हैं। Meanwhile, आर्ट उसी डीटी के सामने खड़ा होता है जो कि कहता है मेरे ख्याल से अपने बीच में बातचीत करने के लिए ये वाला फॉर्म ज्यादा बेटर है। इस बंदे को देखकर आर्ट बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है ये एक ऐसा बंदा है जो कि व्हाइट कोर मेजेस से भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है, ये एक डीटी है। आर्ट अपने हाव भाव को काबू में करता है और कहता है अपनी बातचीत शुरू करने से पहले मैं कुछ सवाल क्लियर करना चाहता हूँ। अभी अभी गार्ड ने मुझे बताया कि ये गेट एल्नोर किंगडम जाने के लिए है और क्या वीरियन और टेसिया खतरे में है? जो बोल तुमने मुझे दी थी क्या ये सब उस कारण से हो रहा है? यह बंदा तुरंत आर्ट को दिखाता है वीरियन और टेसिया
और कहता है जैसा कि तुम देख पा रहे हो दोनों ही सेफ है। तुम एक बॉल एल्फ प्रिंसेस को दे चुके हो जिस कारण से उसका माना कोर फटने से बच चुका है और उसकी कंडीशन बेटर है। इस बात का ध्यान रखना कि जो सेकेंड बॉल बची हुई है उसे तुम खुद के लिए बचा कर रखो। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तुम डिकेथिन कॉन्टिनेंट से हो और बहुत जल्द तुम लोगों को भी दूसरे कॉन्टिनेंट के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। डिकेथिन और अलेक्रिया ये दो कॉन्टिनेंट है जिनकी की देखरेख हम करते हुए आ रहे हैं। हम लोग इफेटस में रहते हैं और तुम्हारी रेसेस हमें डीटीज के नाम से जानती है, लेकिन पुराने काल से हम खुद को असुरास कहते हैं। आर्ट कहता है तो क्या वही डीटीज है जिन्होंने हमें आर्टिफैक्ट दिए थे जिस कारण से हम लोग मैजिक को सीख पाए। असुरा कहता है हाँ बिल्कुल, तुम सिर्फ आर्टिफैक्ट के बारे में ही जानते हो क्योंकि ओल्ड एल्फ किंग ने तुम्हें इतना ही बताया है और उन्हें इतना ही पता था, लेकिन जो असल में पूरी सच्चाई है वो तुम्हारी जगह पर कोई भी नहीं जानता है। हम असुरास ऐसे लोग हैं जो कि कभी भी तुम लोगों के साथ इंटरफेयर नहीं करते जब तक कि शांति या फिर बैलेंस खतरे में नहीं आता। लेकिन अब जो हमारा ये वाला नियम है वो टूट चुका है। कई समय पहले की बात है, इफेटस 3 हिस्सों में बट चुका है जिस कारण से इफेटस में कई सारी क्लैंस और कई सारी नई नई रेसेस आ चुकी है। तीनों हिस्सों में जो भी प्रजातियां राज करती है उन सभी की अपनी अपनी खुद की प्रायोरिटीज होती है, लेकिन फिर भी इफेटस की सभी क्लैंस में एक बात कॉमन है कि कोई भी तुम्हारी रेसेस के ऊपर नजर नहीं डालती थी। लेकिन अब जब से एग्रोना व्रिट्रा क्लैन का नया लीडर बना है, उसने खुद के लोगों की पावर को बढ़ाने के लिए इस चले आ रहे रूल को तोड़ दिया। व्रिट्रा एक ऐसी क्लैन है जो कि खुद की मनमानियां करती रहती है। तुम इस क्लैन को साइंटिस्ट की एक टीम मान सकते हो जो कि माना के ऊपर लगातार रिसर्च करती रहती है। लीडर बनने के बाद जब से एग्रोना को पावर मिली है, व्रिट्रा क्लैन की स्ट्रेंथ बहुत तेजी से ग्रो होते जा रही है। बाद में हम लोगों को पता चला कि एग्रोना और उसकी क्लैन लेसर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हुए आ रही है खुद की पावर को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, अभी तक अपन जिन 3 प्रजातियों को जानते हैं यानी कि एल्व, ड्वार्व और ह्यूमन, लेसर्स उन्हीं को ही कहा जाता है। और जो ये बंदा है एग्रोना, ये लेसर्स की बॉडी का इस्तेमाल करता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये सब जानकर आर्ट कहता है ये तो बहुत ही डरावनी बात है, लेकिन अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि इन सब से मेरा क्या लेना देना। असुरा कहता है तुम्हारा सवाल सही है, लेकिन अब से तुम्हें ध्यान रखना होगा क्योंकि तुम भी हम लोगों से जुड़े हुए हो। ऐसा कहते हुए असुरा आर्ट और सिल्वी के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करता है जिस कारण से सिल्वी अपने बड़े वाले फॉर्म में आ जाती है। असुरा कहता है हम कई सालों से लेडी सिल्विया को ढूंढते हुए आ रहे हैं और जब हमने उनके माना का पीछा किया तो हमें तुम मिले और तुम्हारे हाथों में एक डीटी यानी कि दोस्तों यहाँ पर सिल्वी की बात हो रही है। असुरा आगे कहता है आर्थर, फिलहाल में तुम मेरी मास्टर की बेटी के साथ बॉन्ड हो, तुम मेरी मास्टर की डॉटर के साथ बॉन्ड हो जो कि इन तीनों कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग है। आर्ट इस बात को रियलाइज करता है और कहता है तो ड्रैगन्स डीटीज होते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रैंडमा सिल्विया और सिल्वी सबसे ज्यादा ताकतवर बीइंग्स में से एक है। असुरा कहता है ज्यादातर डीटीज के पास 3 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन लेडी सिल्वी अभी छोटे फॉर्म में थी। हम असुरास अपने ह्यूमन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने माना को बचाने के लिए। अगर लेडी सिल्वी ऐसा नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब यह है लेडी सिल्वी का माना कोर अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। कंडीशंस को देखते हुए एग्रोना के कारण से बहुत जल्द वॉर शुरू होने वाली है और तुम्हारा कनेक्शन लेडी सिल्विया के साथ है, इसी कारण से तुम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हो। आर्थर लेवाइन, जब तक तुम हमारे साथी बनकर रहोगे हमें तुम्हें लेडी सिल्वी से अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्ट सीरियस होकर अपने मन में कहता है
अगर मैं इन लोगों की मदद नहीं करता हूँ तो क्या ये लोग सिल्वी को मुझसे अलग कर देंगे। आर्ट कहता है इस वॉर के अंदर मेरा पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व है, मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स सभी के सभी लोग। इसीलिए वैसे भी मैं तुम्हारा साथी ही हूँ, लेकिन फिलहाल में जो तुम पूछ रहे हो उसका मतलब निकल रहा है क्या मैं तुम्हारा प्यादा बनकर तुम्हारे कंट्रोल में रहूं या फिर नहीं रहूं। असुरा स्माइल करते हुए कहता है आर्थर, तुम्हारी एज को देखते हुए तुम काफी समझदार हो और तुम्हारा माना कोर भी अच्छा खासा डेवलप है, लेकिन जब तुम और लेडी सिल्वी इफेटस में पहुंच जाओगे तब हम तुम्हें ट्रेन करेंगे। ऐसा सुनकर आर्ट चौंक जाता है और कहता है क्या मुझे और सिल्वी को इफेटस आना होगा। असुरा कहता है हाँ, जो लेडी सिल्वी की पावर्स है वो तुम्हारे अंदर बंद पड़ी है। इफेटस वो अकेली जगह है जहाँ पर तुम अपने पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल करना सीख सकते हो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तभी डिकेथिन का कोई चांस है एलेक्रिया के मेजेस का सामना करने के लिए। इसी मोमेंट पर सीन कैंपस में शिफ्ट होता है और अपन डीसी के बच्चों को देखते हैं। कर्टिस और क्लेयर को काफी दुख होता है कि उन्हें आर्ट को वहां पर पीछे छोड़ के आना पड़ा था। साथ ही साथ कैंपस में फालतू की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है रेसिज्म के नाम पर और कॉमन पीपल्स के खिलाफ में। कुछ बच्चों का ग्रुप है जो कि कैंपस में नेगेटिविटी फैला रहे हैं और उन लोगों को आर्ट से भी काफी दिक्कत है उसकी प्रोग्रेस को देखकर। आर्थर वाली बात को लेकर कैथलीन को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है और ये बच्चे लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि डायरेक्टर सिंथिया किसी जरूरी काम से बाहर गई है। इतने में ही यहाँ पर एलिजा आ जाता है जो कि इन लोगों को आर्ट के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर एक अर्थक्वेक जैसा झटका आ जाता है। सभी डीसी मेंबर्स उसी तरफ भागने लग जाते हैं चेक करने के लिए। तभी कैथलीन अपनी मदर की बात को याद करती है। कैथलीन की मदर यानी कि ह्यूमन क्वीन कैथलीन को एक बहुत ही अच्छी बात सिखाती है। इस कारण से ह्यूमन क्वीन के लिए रिस्पेक्ट प्लस प्लस। जब कैथलीन छोटी थी वो किसी भी बच्चे से बात नहीं करती थी क्योंकि कैथलीन मानती थी सभी लोग छोटे हैं, छोटे स्टैंडर्ड के। क्वीन कहती है तुम बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलती हो क्योंकि वो प्रिंसेस नहीं है, ये अच्छी बात नहीं होती। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्रिंसेस होने से पहले तुम एक इंसान हो, इसीलिए तुम्हें मैटर नहीं करना चाहिए कोई कैसा भी हो, अमीर या फिर गरीब, पावरफुल या फिर कमजोर, या फिर एल्व या फिर ड्वार्व, कोई भी हो। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर स्पेशल होते हैं। एक इंसान हमेशा ही इंसान होता है, इसीलिए कभी भी किसी को जज या फिर नफरत मत करना इस बात को लेकर कि वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है। कैथलीन अपने मन में कहती है मदर हमेशा से ही स्मार्ट है और सभी की फिक्र करती है। मदर ने हमेशा मुझे और ब्रदर को सिखाया है कि किस तरीके से भेदभाव नहीं करना है। दोस्तों, क्वीन ने काफी लोगों से लड़ाई की होती है कैंपस के अंदर एक बिल्डिंग बनाने के लिए जो कि एक मॉन्यूमेंट की तरह काम करती थी तीनों रेसेस के बीच के अलायंस को शो करने के लिए। इस बिल्डिंग को तीनों रेसेस के कल्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था ताकि इससे एकता को बढ़ाया जा सके। लेकिन आज प्रिंसेस कैथलीन अपनी आंखों के सामने देखती है उसी बिल्डिंग के अंदर एक धमाके के साथ आग लगी हुई है। तुरंत यहाँ पर मौजूद बच्चे और प्रोफेसर ग्लोरी आग को बुझाकर सिचुएशन के ऊपर काबू पाते हैं। कैथलीन अभी भी बहुत गुस्से में होती है और वो चिल्लाकर चार्ल्स का नाम लेती है। इतने में चार्ल्स को पीछे से थियो उठा लेता है। कैथलीन और थियो श्योर होते हैं कि बिल्डिंग की आग के पीछे चार्ल्स का ही हाथ है क्योंकि इस बंदे का नाम अक्सर ऐसे मामलों में आते रहता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर एक प्रोफेसर आ जाता है जो कि डीसी के बच्चों को चिल्लाने लग जाता है ये कहकर कि तुम बिना किसी सबूत के चार्ल्स के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तभी प्रोफेसर ग्लोरी बीच में आ जाती है जो कि सिचुएशन को संभालती है। कैथलीन और थियो का बहुत ही दिमाग खराब होता है कि चार्ल्स इतनी आसानी से बच के निकल रहा है। अगले सीन में अपन देखते हैं एलिजा को जो कि ट्रेनिंग कर रहा है।
एलिजा फिलहाल में लाइट ऑरेंज स्टेज पर है जो कि आर्ट को याद कर रहा होता है। एलिजा ऑलरेडी सभी लोगों को बता चुका है कि आर्ट जिंदा है और सेफ है। ये जानकर सभी लोगों को खुशी होती है। एलिजा अपने मन में कहता है आर्ट क्वाड्रा एलिमेंटल है सॉलिड येलो कोर के साथ में, और इतना ही नहीं उसके पास ड्रैगन बीस्ट विल भी है। क्या सभी लोग आर्ट की एबिलिटीज के बारे में जान जाएंगे उसके बाद में भी आर्ट की इतनी ही चिंता करेंगे? मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि पावर और स्किल्स अलग बात है। प्रिंसेस टेसिया और डीसी के मेंबर्स आर्ट की जेन्युइन चिंता करते हैं। क्या अगर मैं ड्वार्फ्स के बीच में नहीं पला बड़ा होता तो लोग मेरी भी ऐसी ही चिंता करते? हम दोनों ही नेचुरली बीस्ट है, लेकिन सारी सिचुएशंस आर्ट के फेवर में काम कर रही है। एलिजा के इतना सोचते ही एलिजा का सिर दोबारा से दर्द करने लग जाता है और उसके दिमाग में आर्ट की मेमोरीज घूमने लग जाती है। एलिजा तुरंत खुद पे कंट्रोल करता है और कहता है मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आर्ट ने हमेशा ही मेरा ख्याल रखा है। वो खुद से उसकी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहा है और अगर मुझे उसके साथ में खड़ा रहना है तो मुझे भी ताकतवर बनना होगा। दोस्तों, जो भी बातें एलिजा ने अभी अभी कही है उसमें एक डाउट की बात है कि आखिर एलिजा को कैसे पता चला आर्ट की एबिलिटीज और बीस्ट विल के बारे में। दोस्तों, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है एलिजा के अंदर भी कोई ना कोई पावरफुल बीस्ट विल मौजूद है, और साथ ही साथ एलिजा कहीं न कहीं आर्ट की पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट होता है और अपन एल्नोयर किंगडम के गेट के पास एक लंबी लाइन को देखते हैं। लाइन में जितने भी लोग लगे हैं ये सभी लोग व्यापारी है जो कि बिजनेस करने के लिए एल्नोयर किंगडम में जाना चाहते हैं। इतने में अपन यहाँ पर आर्ट को देखते हैं जो कि एक एल्फ लड़की के साथ एल्नोयर किंगडम के अंदर जा रहा होता है। ये देखकर इस बंदे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और आर्ट से झगड़ने लग जाता है, क्योंकि ये बंदे काफी लंबी देर से लाइन में खड़े हैं और आर्ट डायरेक्ट ही अंदर जा रहा है। ये बंदा फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और आर्ट के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इतने में ही आर्ट ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है और इस बंदे को डरा देता है। आर्ट बड़े ही स्वैग के साथ एल्नोयर किंगडम के अंदर चला जाता है और ये लड़की डायरेक्ट आर्ट को रॉयल पैलेस के पास लेके चली जाती है। आर्ट यहाँ के गार्ड से बात कर रहा होता है, तभी एकदम से यहाँ पर एक धमाका होता है। आर्ट अपने सामने देखता है वीरियन और टेसिया को। टेसिया एल्डरवुड गार्डियन के साथ पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। टेसिया को कंट्रोल करने के लिए वीरियन आर्ट की मदद मांगते हैं और आर्ट डायरेक्ट अपनी बीस्ट विल का इस्तेमाल करता है और टेसिया की सारी जड़ों को जमा देता है। आर्ट बहुत जल्द सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और पूछता है टेस, क्या तुम ठीक हो? टेसिया कहती है मुझे इस बात से नफरत है कि हर बार तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ती है। आर्ट कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है जो कि मैंने तुम्हें ऐसी बीस्ट विल दी। टेसिया कहती है नहीं, तुमने तो मुझे मौका दिया है और भी ज्यादा ताकतवर ग्रो होने का। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ताकतवर ग्रो हो जाऊं और तुम्हारा साथ दे सकूं। इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट होता है और अपन असुरा को देखते हैं जो कि आर्ट के ऊपर नजर रख रहा होता है। असुरा कहता है अभी से इसे सब कुछ बता देना, जल्दबाजी होगी लेडी सिल्विया और सिल्वी के बारे में। दोबारा से अपन आर्ट और टेसिया को देखते हैं जो कि बहुत ही रोमांटिक मूड में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अचानक से इन दोनों का कंधा हल्का सा टच हो जाता है और इतने में ही ये दोनों भाई क्या ही शर्मा रहे हैं। वीरियन इन दोनों को किसी सेफ जगह पर ले जा रहे होते हैं, तभी आर्ट फील करता है कि टेसिया की बीस्ट विल कितनी अलग है, जो कि अभी भी टेसिया की बॉडी और माना के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है। टेसिया फिलहाल में सो रही होती है और इतने में वीरियन कहते हैं मेरे ख्याल से टेसिया के माना को कम कर देना चाहिए सील लगाकर, जब तक कि वो एल्डरवुड गार्डियन की विल के ऊपर बेटर कंट्रोल नहीं कर लेती। लेकिन अगर अपन ऐसा करते हैं तो वो इमरजेंसी के दौरान खुद का बचाव नहीं कर पाएगी। आर्ट कहता है हाँ,
अगर ऐसे में अपन किसी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करें टेसिया के डिफेंस के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया बात होगी। इसी के साथ बातों बातों में ही वीरियन आर्ट से एक सीरियस सवाल पूछते हैं, आर्ट क्या तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को सचमुच में पसंद करते हो या नहीं। आर्ट बहुत ही सोच समझकर जवाब देता है, हाँ मैं पसंद करता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे प्यार और पसंद में डिफरेंस नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि टाइम के साथ मुझे इस बारे में पता चल जाएगा और आपकी ग्रैंड डॉटर से शादी करने के ख्याल से पहले मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ये जवाब वीरियन को अच्छा लगा होता है और भाई साहब इतने में ही अपन देखते हैं टेसिया सिर्फ सोने का नाटक कर रही होती है और वो आर्ट की सारी बातें सुन चुकी है। आर्ट अपने मन में कहता है, जैसी केयर मैं टेसिया की करता हूँ वो बाकियों के कंपैरिजन में अलग है। फिलहाल में मैं बेस्ट ये कर सकता हूँ कि मैं टेसिया को प्रोटेक्ट करूँ। इतने में ये लोग एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर किंग और क्वीन मौजूद होते हैं। किंग और क्वीन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इन दोनों के पास खबर आई होती है कि इनकी रहने वाली जगह यानी कि पैलेस तबाह हो चुका है। अब ये सारा कांड किया तो टेसिया ने होता है, लेकिन वीरियन अपनी प्यारी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए अपना नाम आगे ले लेते हैं कि मेरी वजह से पैलेस डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ टाइम में पैलेस दोबारा से तैयार हो जाएगा, इसीलिए मेरा ख्याल है कि अपन लोग रीनिया से मिलने चले जाएं। रीनिया ने अपनी रहने की जगह सिक्योरिटी के कारण से बदल दी है और वो बार बार मुझसे कहती रहती है कि वो आर्थर के फ्यूचर में इंटरेस्टेड है। इसी कारण से दोस्तों ये सभी लोग एक साथ जाने लग जाते हैं रीनिया से मिलने के लिए। जैसे ये सभी लोग रीनिया की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं तभी अपन देखते हैं सिल्वी एक अटैक का इस्तेमाल करती है एक माना बीस्ट को मारने के लिए। यह देखकर किंग कहते हैं, आर्थर जब भी मैं तुम्हारी बॉन्ड को देखता हूँ मुझे हमेशा ही हैरानी होती है। आर्ट कहता है, हाँ आपको भी और मुझे भी। किंग कहते हैं, मैं तुम्हें दोबारा से धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो तुम मेरी डॉटर का इतने अच्छे से हमेशा ही ख्याल रखते हो। आर्ट सोचते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, टेसिया भी हमेशा मेरी मदद करती रहती है। जब भी मेरा दिमाग खराब हो जाता है वो मुझे संभाल लेती है। किंग हंसते हुए कहते हैं, एक 13 साल के बच्चे से ऐसे जवाब की मैंने उम्मीद नहीं की थी और साथ ही साथ कुछ तो कारण है जिससे कि हमेशा ही तुम एक बड़े आदमी की तरफ फील होते हो। मैं ये बात कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं कह रहा हूँ, एक बेसिक सी बात है, कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को बड़ी बातों के लिए चिंता करनी पड़े। आर्ट अपने मन में कहता है, इसमें अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, लगभग 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं मेरे चाइल्डहुड को खत्म हुए। किंग कहते हैं, आर्थर क्या तुम्हें पता है तीनों रेसेस के बीच में जो काउंसिल बनी है उसका कारण तुम हो। अगर मैं तुम्हें सच कहूँ तो वॉर के बाद से ह्यूमंस के लिए मेरा कोई भी अच्छा इंप्रेशन नहीं है। इंसानों के कारण से मैंने अपनी मदर को खो दिया था और मैंने ये ठान लिया था कि मैं इंसानों को कभी माफ नहीं करूंगा। और इसके भी कई सालों बाद टेसिया को ह्यूमन स्लेव ट्रेडर्स ने किडनैप कर लिया था। इतना सब होने के बाद मैंने देखा कि एक इंसानी बच्चा मेरी बेटी को सेफली मुझ तक वापस लेके आया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम में इतनी हिम्मत भी थी कि तुमने मेरे गुस्से का सामना किया था और मुझे सही जवाब दिया था। उस समय पर जो तुमने मुझे लेक्चर दिया था वो जरूरी था मेरी आंखें खोलने के लिए। मैं ये तुम्हें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है तुम्हें अपना फैमिली मेंबर बनाने में। इतने में क्वीन कहती है, ये सिर्फ कूल बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। जब भी ये तुम्हें देखते हैं इन्हें काफी खुशी होती है और ये दोबारा कोशिश करते हैं तुमसे मिलने की। एकदम से किंग कहते हैं, मेरियल ये तुम क्या कह रही हो। क्वीन कहती है, अगर तुम अकेले में बात करना चाहते थे तो तुम्हें एक बैरियर बना लेना चाहिए था। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम जानबूझ के चाह रहे थे ये सारी बातें हमें सुनाने का। ऐसा सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और टेसिया जानबूझकर एक्टिंग कर रही होती है कि उसने तो कुछ सुना ही नहीं है। इतने में ही अपन देखते हैं यहाँ पर एक अजीबोगरीब माहौल क्रिएट होने लग जाता है और अचानक से ही रीनिया इन लोगों के सामने आ जाती है। इस
इस कारण से आर्ट चौंक जाता है और आर्ट रीनिया के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वीरियन रीनिया को बचा लेते हैं। फटाक से टेसिया रीनिया के गले लगती है और कहती है, ग्रैंडमा आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। इसके बाद रीनिया आर्ट से कहती है, आर्थर काफी साल हो चुके हैं तुम्हें देखे हुए, तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम ग्रो हो चुके हो। अगर मैं 100 साल छोटी होती बिल्कुल तुम्हारी उम्र की, तो ऐसे में मैं तुम्हें खुद के लिए रख लेती। तुम चाहो तो वीरियन से भी पूछ सकते हो, तुम्हारी उम्र में मैं किसी से कम नहीं थी, सभी लड़के मुझे देखते ही फिसल जाते थे। क्वीन कहती है, आर्थर रीनिया सही है, मेरी मदर ने मुझे बताया था कि सारी लड़कियां रीनिया से जेलस फील करती थी। वीरियन कहते हैं, बस कुछ भी, मेरे हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ एवरेज थी और कुछ भी नहीं। रीनिया कहती है, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम्हारी नजर तो सिर्फ एक ही लड़की के ऊपर टिकी हुई थी। रीनिया के ऐसा कहते ही यहाँ का माहौल सीरियस हो जाता है। ये बात समझते हुए रीनिया माफी मांगती है कि मुझे इतनी सेंसिटिव बात नहीं कहनी चाहिए थी। आर्ट भी नहीं जान पाता कि वीरियन की लाइफ में वो कौन लड़की थी। दोस्तों मेरे ख्याल से वो वीरियन की वाइफ हो सकती है, यहाँ पर तो कुछ नहीं बताया गया है। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये सभी लोग रीनिया के घर के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक झरने के पास बहुत ही खुफिया जगह पर बना होता है। रीनिया कहती है, अंदर कोई भी लाइट का इस्तेमाल मत करना, अपन लोगों को थोड़ी देर अंधेरे में ही आगे बढ़ना है। इसी के साथ दोस्तों ये लोग पहुंच जाते हैं रीनिया के घर में। सभी लोग शांति से बैठ जाते हैं और रीनिया सभी लोगों को चाय वगैरह देती है पीने के लिए। थोड़ी ही देर में आर्ट और रीनिया को छोड़कर यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग एक एक करके सो जाते हैं। ये काम रीनिया का होता है, जरूर से इस ड्रिंक के अंदर कुछ न कुछ मिला हुआ था। ये देखते हुए आर्ट कहता है, आप मेरे बारे में ऑलरेडी काफी कुछ जानती है ना? क्या आप मुझे कुछ कहना चाहती है जो कि सिर्फ मुझे ही पता होना चाहिए? रीनिया कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें अपनी डिवाइनर पावर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। आर्ट बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और अपने मन में कहता है, ऐसी पावर्स के बारे में टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर मैजिक होता है। रीनिया कहती है, शायद से तुम्हें इस बारे में ऑलरेडी पता है या फिर नहीं पता है। ऐसे डेविएंट्स जो कि चारों में से किसी एलिमेंट के हायर फॉर्म को अचीव करते हैं, ऐसे लोगों को अपने मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए किसी और तरीके की पावर की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारी मदर एक इमिटर है जिसके पास हीलिंग एबिलिटी है और ये बाकी के रिकवरी स्पेल्स के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा बेटर है। मैं अपनी जिंदगी में कई सारे डेविएंट से मिल चुकी हूँ अलग अलग पावर्स के। इन सभी में एक बात कॉमन है, सभी लोग अपने अपने माना पूल का इस्तेमाल करते हैं मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जिस तरीके के एलिमेंटल डेविएंट तुम हो, ये लोग उस डेविएंट मैजिक से अलग है। जो हम डिवाइनर्स होते हैं, हमारी पावर्स भी एकदम अलग तरीके से डेवलप होती है, जो कि हमारे जिंदगी में किसी भी वक्त डेवलप हो सकती है। टाइम टाइम पर हम डिवाइनर्स की आंखों के सामने धुंधली फ्यूचर की इमेजेस आती रहती है। ज्यादातर टाइम ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती और बहुत ही अजीब ढंग से आती है, मुश्किल से ही कुछ समझ में आता है। जितनी भी फ्यूचर की झलके हमें दिखती है उसके लिए हमारा बिल्कुल भी माना खर्च नहीं होता है। इसी कारण से हमारा इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। आर्ट कहता है, जब मैं छोटा था उस टाइम पर आपने किस तरीके के स्पेल का इस्तेमाल किया था मेरे पेरेंट्स से मेरी बात कराने के लिए? रीनिया कहती है, वो एक ऐसा स्पेल था जिसे कि मैंने अपनी डिवाइनर पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद से ही बनाया था। असली डिवाइनेशन वो होता है जिससे कि अपन फ्यूचर को अच्छे से रीड पाए कि कोई भी चीज कहाँ पर और कब होने वाली है। आर्ट कहता है, एल्डर रीनिया मुझे माफ कीजिए लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जब डिवाइनर
प्यार आपकी ट्रू पावर है, लेकिन उसमें भी आप अपने माना कोर का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, तो फिर ऐसे में आप कैसे अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हो? रीनिया जवाब देती है खुद की लाइफ से। जब भी हम डिवाइनर्स को जानबूझकर फ्यूचर देखना होता है, तो ऐसे में हम अपनी खुद की जिंदगी को कम कर लेते हैं। डिवाइनर्स की यही असली पावर होती है, और इसके अलावा जो भी स्पेल्स होते हैं, ये तो कोई छोटी मोटी ट्रिक्स होती है। क्या तुम्हें याद है जब थोड़ी देर पहले मैंने वीरियन की वाइफ का नाम लिया था? वीरियन की वाइफ का नाम लानिया था। लानिया भी एक डिवाइनर थी, लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर। मेरे कंपैरिजन में जो लानिया के सामने फ्यूचर की झलकें आती थी, वो लंबी होती थी और ज्यादा क्लियर होती थी। फिजिकल ब्यूटी के मामले में भी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिससे कि हर एक एल्फ लड़की या तो उनसे जेलस करती थी या फिर उन्हें रिस्पेक्ट देती थी, एडमायर करती थी। लानिया हमारे किंगडम की शान थी। जब वीरियन और लानिया को आपस में प्यार हुआ, उनकी शादी हो गई थी, तब तक उनका नसीब बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में सब कुछ बिगड़ गया। जैसे ही इंसानों और एल्व्स के बीच में वॉर खत्म हुई, दोनों रेसेस के बीच में ट्रीटी को साइन होना था, लेकिन उस टाइम के ह्यूमन किंग ने षड्यंत्र रचा वीरियन को जान से मारने का, ताकि एल्व किंगडम के ऊपर इंसानों का राज हो जाए। ह्यूमन किंग किसी भी हालत में एल्व किंग को मारना चाहता था, इसी कारण से उसने कई सारी चालें चली। लानिया की प्रोफेसिस ने उसे पहले ही बता दिया था कि आखिर वीरियन किस तरीके से मर सकते हैं। आर्ट कहता है, लेकिन वो तो एक डिवाइनर थी ना, क्या वो ये सब होने से रोक नहीं सकती थी? रीनिया कहती है, अगर वो प्रोफेसिस को चेंज करने की कोशिश करती, तो ऐसे में वीरियन की डेथ का कारण सिर्फ चेंज होता, टलता नहीं। सिर्फ वीरियन को ही इस बारे में भी पता होता है कि उनकी वाइफ के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर है। इसी कारण से वीरियन ने उनकी वाइफ को मना कर दिया कुछ भी कोशिश करने से। इसके बावजूद भी डेस्परेशन के चलते लानिया वीरियन की पीठ पीछे उन्हें बचाने की कोशिश करती रही। जब कभी भी मैं सिर्फ एक बार फ्यूचर में देखती हूँ, तो इससे मैं फील कर पाती हूँ कि मेरी लाइफ के दिन, हफ्ते या फिर कभी कभी महीने मेरी जिंदगी से कम हो चुके हैं। और यही काम लानिया ने अपने प्यार के चलते अपने हस्बैंड के लिए हर रोज किया, वीरियन को बचाने के लिए। लानिया हर रोज इससे लड़ती रही और फाइनली वो दिन आया जिस दिन प्रेजेंट के ह्यूमन क्वीन ने पास्ट किंग को जान से मार दिया, ताकि वो ह्यूमंस और एल्व्स के बीच की वॉर को खत्म कर सके। लानिया आखिर में अपने काम में सक्सेसफुल हो गई वीरियन की जान बचाने के लिए, लेकिन इस चक्कर में उसने अपनी पूरी जिंदगी को खर्च कर दिया और इस इंसिडेंट के कुछ हफ्तों बाद वीरियन की बाहों में उसने अपना दम तोड़ दिया। इस बात के कारण से मैंने वीरियन से काफी लंबे समय तक नफरत करी और अपनी सिस्टर से भी नफरत करी कि वो मुझे इस वर्ल्ड में छोड़ के चली गई। आर्ट कहता है, तो इसका मतलब वो आपकी बड़ी बहन थी। आर्ट अपने मन में कहता है, वीरियन हमेशा ही फनी मूड में रहते हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इनका पास्ट इतना दुखी हो सकता है। रीनिया कहती है, आर्थर, मैं ये तुम्हें इसलिए नहीं कह रही हूँ ताकि मुझे तुमसे सिंपैथी मिल सके। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि मैंने भी उसी पावर का इस्तेमाल किया है जिससे कि मेरी सिस्टर मारी गई तुम्हारा फ्यूचर देखने के लिए। भाई साहब, अब ये बंदी रीनिया आर्ट को उसका फ्यूचर बताने वाली है कि उसने क्या देखा है। भाई साहब, हो सकता है कि वॉर के बारे में दिखाया जाए या फिर वॉर के भी बाद वाला सीन। आर्ट बहुत ही हैरानी से पूछता है, मेरा फ्यूचर, लेकिन आखिर क्यों? रीनिया कहती है, अगर मैं सच कहूँ तो जब मैं तुमसे मिली भी नहीं थी, उससे भी पहले मुझे तुम्हारे फ्यूचर की झलकें आ रही थी। मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि पर्टिकुलरली मुझे एक ही इंसान का बार बार फ्यूचर दिखाई दे रहा हो। आर्थर, जैसा कि तुमको पता है, ये एरा चेंज हो रहा है और तुम इसके एक बहुत ही जरूरी हिस्से हो। आर्ट कहता है,
है हाँ, लेकिन आखिर मैं ही क्यों? रीनिया कहती है इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे सकती। अगर मैं अभी से तुम्हें ज्यादा कुछ बता देती हूँ तो इससे आने वाला रिजल्ट चेंज हो सकता है। आर्ट कहता है आप मेरा फ्यूचर देखने के लिए खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर रही है, क्या इस बारे में वीरियन को पता है? रीनिया कहती है आखिर उसे कैसे पता होगा, वैसे भी मैं काफी लंबी जी चुकी हूँ, इसीलिए मैं अपने बचे हुए टाइम का इस्तेमाल करना चाहती हूँ फ्यूचर का फायदा करके। लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारे फ्यूचर को देखकर मैंने कुछ खतरनाक दुश्मन बना लिए हैं। आर्थर, तुम्हें बहुत ही बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम चाहो कोई सा भी फ्यूचर डिसाइड करो, लेकिन तुम्हें उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें फिलहाल में जितना बता सकती हूँ वो ये है कि तुम्हें एक मेन गोल की जरूरत है। तुम्हारा रास्ता इस बात से डिसाइड होगा कि तुम अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। मैं तुम्हें दो बातें बताना चाहती हूँ जिन्हें कि तुम्हें हमेशा याद रखनी है। पहली, लोग गलत काम किसी अच्छे कारण से करते हैं, और दूसरी बात, कभी जभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो कि सेना को लीड कर रहा हो, बल्कि वो सोल्जर होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं इतनी बातों के अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकती। रीनिया की सारी बात सुनकर आर्ट गहरे विचारों में सोचने लग जाता है, और इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट होता है एक जंगल में, जहां पर अपन देखते हैं ल्यूकस और चार्ल्स को। ल्यूकस के हाथ में फिलहाल में वो चीज होती है जिसे पीने के बाद मार्कोस की वैसी हालत हो गई थी और उसकी ताकत कहीं गुना ज्यादा बढ़ गई थी। ल्यूकस इन तीन बंदों के ऊपर हंस रहा होता है और इनका मजाक उड़ा रहा होता है कि ये तीनों तो वर्दी भी नहीं है इस ड्रग को लेने के लिए। और इसके बाद जैसे ही ल्यूकस इस ड्रग को पीता है, ल्यूकस भी इसे हैंडल नहीं कर पा रहा होता और उसकी हालत खराब होने लग जाती है। यह देखकर चार्ल्स ल्यूकस के सिर के ऊपर पैर रखता है और कहता है तुम सिर्फ अपनी फैमिली के नाम के पीछे ही उछलते हो, तुम जैसा एक कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा। अगर तुम मर रहे हो तो जल्दी से मर जाओ, हमारा टाइम बर्बाद मत करो। चार्ल्स के इतना कहते ही अपन देखते हैं ल्यूकस के अंदर एक माना का ब्लास्ट होता है, जिस कारण से चार्ल्स उड़ के दूर चला जाता है। ल्यूकस तेजी से चिल्लाने लग जाता है और इसी वक्त अपन ल्यूकस की एक मेमोरी देखते हैं जहां पर उसका बड़ा भाई बेरन ल्यूकस से कह रहा होता है, क्या तुम हमेशा ही अपने पेरेंट्स के नाम के ऊपर निर्भर रहोगे और हजारों गोल्ड बर्बाद करते रहोगे ताकि तुम अपनी घटिया बॉडी को ताकतवर बना सको, या फिर कभी तुम खुद से भी कोशिश करोगे या नहीं अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए? प्रेजेंट मोमेंट पे अपन देखते हैं ल्यूकस का बहुत सारा रेड माना रिलीज हो रहा होता है और ल्यूकस हंसने लग जाता है और ल्यूकस अपनी बड़ी हुई भयंकर पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर मौजूद इन तीनों बच्चों को जान से मार देता है। दोस्तों, ये बंदा ल्यूकस शुरुआत से ही अपने ऊपर ड्रग्स और एलिक्सर्स का इस्तेमाल करते हुए आ रहा है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, लेकिन इस बार तो हद ही पार हो चुकी है। इसकी पीठ पर भी सेम वैसे ही मार्क आ चुके हैं डायरेक्टर सिंथिया की तरह। अब फिलहाल में देखने वाली बात यह है क्या ल्यूकस अब आर्ट के बराबर पहुंच चुका है या नहीं। इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट होता है और अपन देखते हैं इन सभी लोगों को होश आ चुका है और ये लोग खाना खा रहे होते हैं। रीनिया टेसिया के सामने एक सामान आगे करती है और कहती है तुम्हारे ग्रेम्स ने बताया कि तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि तुम्हारी बीस्ट विल काबू में रह सके, इस चीज से तुम्हारा काम हो जाएगा। और दोस्तों, अपन देखते हैं रीनिया ने टेसिया को एक कड़ा दिया होता है। इसी के साथ अपन देखते हैं इन लोगों का यहाँ से जाने का टाइम हो चुका होता है। इसी कारण से रीनिया यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन कर देती है। इस गेट की मदद से आर्ट और टेसिया डायरेक्ट जायरस एकेडमी में पहुंच जाएंगे और ये देखकर आर्ट हैरान होता है कि रीनिया के पास खुद का ही एक टेलीपोर्टेशन गेट है। टेसिया और आर्ट गुड बाय कहते हैं और साथ में हेस्टी हाउस में पहुंच जाते हैं। जैसे ही हेस्टी हाउस का गेट ओपन होता है अपन लोग देखते हैं भाई साहब जैस्मिन को, और सिर्फ जैस्मिन ही नहीं ट्विन हॉर्न्स की पूरी टीम यहीं पर मौजूद होती है।
और भाई आखिर कोई मेरे को बताएगा कि ये हेलेन के कान एल्फ की तरह क्यों है? मैंने तो ये पहले नोटिस ही नहीं किए थे। एडम कहता है बच्चे बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, क्या तुम इस भालू के अंदर कोई चेंज नोटिस कर पा रहे हो? इतने में आर्ट की नजर डर्डन के बालों के ऊपर पड़ती है। एडम कहता है मुझे तो लगा कि ये मेरी कॉपी कर रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसकी इंस्पिरेशन तो तुम हो। इतने में ही यहाँ पर पीछे से एंजिला आ जाती है, जो कि फिर से अपने हथियारों का इस्तेमाल करती है और बेचारे आर्ट को दबा देती है। यह देखकर टेसिया को शर्म आ जाती है, लेकिन इतने में ही एंजिला टेसिया को भी गले लगा लेती है और कहती है तुम तो बहुत ही प्यारी एल्फ हो। रे कहता है बस बस अब सभी अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। जैसे सभी लोग अंदर जाने लगते हैं, पीछे से टेसिया कहती है एक्चुअली मैं तो सिर्फ हेलो कहने आई थी, मुझे एकेडमी में बहुत सारा स्टूडेंट काउंसिल का काम है। आर्ट अपने मन में कहता है ग्रेम्स ने मुझे कहा था कि टेसिया के साथ रहने का, क्योंकि आर्टिफैक्ट के कारण से इसकी मैजिक पावर कम हो चुकी है। आर्ट टेसिया से कहता है क्या हुआ, कुछ और भी हुआ है क्या? डायरेक्टर सिंथिया कहती है हाँ, मुझे इस आर्टिफैक्ट को डायरेक्टर सिंथिया के हाथों एडजस्ट कराना है और साथ ही साथ लिलिया एकेडमी में काम कर रही है, मेरा यहाँ पर रुक कर एंजॉय करना सही नहीं होगा। और तुम चिंता मत करो, वैसे भी सिर्फ एक ही रात की तो बात है। ये सब सुनकर आर्ट मान जाता है। जैसे टेसिया यहाँ से जाने लगती है, एलिस टेसिया को एक मफलर दे देती है जिससे कि वो गर्म रह सके। थोड़ी देर बाद अपन अंदर देखते हैं, ये सारे लोग बहुत ही मस्त तरीके से एंजॉय करने लग जाते हैं। एडम ने काफी ज्यादा पी रखी होती है, इसी कारण से एली उसे फाइट में ढेर कर देती है। पीछे अपन रे को देखते हैं, जो कि नशे नशे में वाइन की बोतल से कहता है अरे आर्थर तुम तो वापिस बहुत ही छोटे हो गए। जैस्मिन आर्ट से कहती है क्या तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हुई जब मैं तुमसे दूर थी? हेलेन कहती है हाँ उसे पता है, तुम ऑलरेडी 23 बार कह चुकी हो। और इतने में भाई साहब लोल अपन लोग मिस्टर विंसेंट को देखते हैं, जो कि शर्ट निकाल कर एक चेयर पे खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं मैं भी एक क्वाड्रा एलिमेंटल मेज हूँ। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट और हेलेन बाहर बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर हेलेन एकदम रीनिया की तरफ बात कहती है आर्थर तुम बहुत ही बड़ी चीजों के लिए बने हो, इसीलिए अपनी पकड़ को मजबूत रखना और पता करना कि तुम किस लिए लड़ रहे हो। आर्ट मन में कहता है मैं नहीं जानता कि मैं इस वर्ल्ड में क्यों आया हूँ, लेकिन मैं एक प्यादे की तरह कंट्रोल नहीं हो सकता। मैं सिर्फ अपने करीबी लोगों की स्माइल्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और इसके बदले में अगर कोई गॉड मुझे पनिशमेंट भी दे तो वो भी मुझे मंजूर है। आर्ट के इतना सोचते ही इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं उसी बंदे को जिसके साथ ल्यूकस मिल चुका है। और भाई साहब इस बंदे का प्लान पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, इसी कारण से ये बंदा जायरस एकेडमी के ऊपर हमला कर देता है। और इस बंदे की आर्मी में सिर्फ वो नोबल बच्चे ही नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक और पावरफुल मानव बीस्ट भी मौजूद है। इन सभी मॉन्स्टर्स को एक साथ इस बंदे ने जायरस एकेडमी के ऊपर छोड़ दिया है और ये वाला सांप सेम वैसा ही है जिससे कि एलिया ने फाइट करी थी। इतने में सीन डीसी मेंबर्स के ऊपर शिफ्ट होता है, जहां पर काई किसी गैजेट को एक्टिवेट कर रहा होता है। काई कहता है अब सिर्फ डोड्रिया के आने का इंतजार है, जैसे ही वो आएगी मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगा। क्लेयर कहती है काई क्या तुम श्योर हो तुम हमें ज्वाइन नहीं करना चाहते? कर्टिस कहता है उस कल्ट के बंदे किसी भी वक्त अपने ऊपर हमला कर सकते हैं, इसीलिए अपन लोगों को लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। काई कहता है आज दिन भर से मैं निगरानी रख रहा हूँ, इसीलिए अगर मैं ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा तो मेरे लिए सही नहीं होगा। दोस्तों ये सारे के सारे डीसी मेंबर्स फिलहाल में ट्रेनिंग करने वाले हैं, इसी कारण से यहाँ पर काई एक बैरियर को तैयार कर रहा है। जैसे यहाँ पर डोड्रिया पहुंच जाती है, काई इन सभी को एक बैरियर के अंदर डाल देता है, लेकिन यहाँ पर कर्टिस एक चीज को देखकर हैरान हो जाता है। कर्टिस कहता है काई आखिर ये बैरियर लाल क्यों है? इस बैरियर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। क्लेयर कहती है शायद वो अपनी आवाज बाहर नहीं सुन सकता और इतने में ही थियो इस बैरियर के ऊपर एक पावरफुल हमला करता है। थियो के अटैक
अटैक से इस बैरियर को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर कैथलीन कहती है, अपने माना का इस्तेमाल मत करो, जरूर से यहाँ पर कोई इमरजेंसी स्विच होगा इसे बंद करने के लिए। जैसे ये सभी लोग मिलके इमरजेंसी स्विच को ढूंढते हैं, भाई साहब ये लोग अपने सामने देखते हैं स्विच खराब है, यानी कि ये बैरियर बंद नहीं हो सकता। इतने में ही अपन देखते हैं डायरेक्ट इस रेड वाले बैरियर के अंदर इन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है उसी कल्ट वाले बंदों का। सभी डीसी मेंबर्स अपने आप को तैयार कर लेते हैं और इन लोगों से लड़ने लग जाते हैं। तभी क्लेयर चिल्लाकर कहती है, अपन लोगों को जल्दी से बाहर जाना होगा, काई अकेला ही बाहर है जो कि खतरे में है। क्लेयर के इतना कहते ही अपन देखते हैं यहाँ पर एंट्री हो जाती है ल्यूकस की, जो कि आते के साथ से हंसते हुए कहता है, तुम लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है ना? काई ने ही तुम लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया है और अब मैं तुम सभी कीड़ों को यहाँ पर कुचलने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए ल्यूकस इन सभी लोगों के बीच में चला जाता है और एक साथ ही इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। क्लेयर अपने आप को तुरंत संभालती है और ल्यूकस के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ल्यूकस की वजह से क्लेयर खतरे में आ जाती है। इतने में तुरंत डोड्रिया आ जाती है, जो कि क्लेयर को बैरियर के किनारे पर लेके चली जाती है। यहाँ पर क्लेयर की नजर एक माना बैंड के ऊपर पड़ती है, जिस कारण से ये बैरियर ठीक तरीके से नहीं बन पाया होता। क्लेयर कहती है, डोड्रिया मुझे लगता है अपने पास एक मौका है यहाँ से निकलने का, लेकिन इससे लिए सभी लोगों को इस जगह पर इकट्ठा होना होगा। डोड्रिया कहती है, लेकिन अपन ऐसा कैसे करेंगे? ये बंदा पता नहीं कैसे, लेकिन फिलहाल में किसी प्रोफेसर से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जैसे ही थियो ल्यूकस के ऊपर पीछे से हमला करता है, ल्यूकस थियो का गला पकड़ के उसे ऊपर उठा देता है। इतने में ही अपन देखते हैं ल्यूकस के पास एक सिग्नल आया होता है कि इन लोगों का टारगेट सामने आ गया है। इसी कारण से ल्यूकस थियो को फेंक देता है और यहाँ से जाने लग जाता है। यह देखकर ये कमीना काई कहता है, तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे इन लोगों को पकड़ने में। ल्यूकस कहता है, मैं कर चुका हूँ और अब मेरे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है जिसे कि मुझे कंप्लीट करना है। डोड्रिया कहती है, भले ही ल्यूकस जा चुका है, लेकिन कल्ट के और भी बंदे आ रहे हैं। फटाक से क्लेयर उस बैंड का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर रास्ते को क्रिएट कर लेती है। कल्ट वाले बंदे रुकने का नाम नहीं लेते और लगातार हमले किए ही जा रहे होते हैं। इतने में ही डोड्रिया भागते हुए आगे जाती है और कहती है, सभी लोग निकलो यहाँ से। थियो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। इतने में ही डोड्रिया थियो को लात मारकर पीछे धका देती है, लेकिन इतने में ही डोड्रिया भी खतरे में आ जाती है। तभी अपन देखते हैं फेरित भी यहीं पर रुक चुका है डोड्रिया की मदद करने के लिए। ये तीनों लोग तेजी से बाहर की साइड पर भाग रहे होते हैं। क्लेयर कहती है, अपन लोगों को फटाक से प्रोफेसर को ढूंढकर यहाँ पर लाना होगा, लेकिन इतने में ही भाई साहब इन तीनों की नजर पड़ती है बाहर की साइड बहुत सारे माना बिस्ट के ऊपर, जो कि बच्चों को बेरहमी के साथ खा रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अपन टेसिया को देखते हैं, जो कि जायरस एकेडमी की साइड पर ही आगे बढ़ रही होती है और अपने मन में कहती है, मैं आर्थर को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी बॉडी काफी कमजोर फील हो रही है और मेरा माना कोर भी थका हुआ फील हो रहा है। उम्मीद है कि डायरेक्टर सिंथिया इस आर्टिफैक्ट को फिक्स कर सकती है ताकि मुझे बेटर फील हो। इतने में ही टेसिया की गाड़ी को एक झटका लगता है और टेसिया जैसे ही बाहर आती है वो अपने सामने देखती है एक बहुत बड़ा लाल कलर का बैरियर। गाड़ी चलाने वाला बंदा कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन इतने में ही ल्यूकस इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ल्यूकस टेसिया के सामने आता है और कहता है, तो तुम वापिस आ गई और वो भी अकेली। जितना कि मैंने सोचा था ये काम उससे ज्यादा आसान होने वाला है। टेसिया अभी भी उस बंदे को बचाने की कोशिश करती है जो कि ल्यूकस के कारण से जल रहा है, लेकिन ल्यूकस दोबारा से उसी जगह पर एक और ब्लास्ट कर देता है। टेसिया एक अटैक ल्यूकस के ऊपर कर देती है और कहती है, पता नहीं तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन अब रुकने का टाइम आ चुका है। इस अटैक से ल्यूकस का कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो चलते हुए टेसिया के पास आ जाता है और उसे उठा लेता है। ल्यूकस कहता है, क्या तुम मुझे रोकोगी? लेकिन तुम
तुम तो अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रही हो। अब इसी तरह से शांत रहना। क्या भरोसा तुम्हारे उस घटिया बॉयफ्रेंड से ज्यादा मैं तुम्हें पसंद आ जाऊं। टेसिया हंसते हुए कहती है, अच्छा अब मैं समझी, तुम मुझे जान से नहीं मार रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा टारगेट मैं नहीं आर्थर है। तुमने भी सेम मार्कोस की तरह ड्रग लिया है ताकि तुम आर्थर की बराबरी कर पाओ। ऐसा सुनकर ल्यूकस टेसिया को जोर से नीचे पटक देता है और उसे मारते हुए कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अपना मुंह बंद रखो। मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें सही सलामत लेके जाऊंगा। इतने में टेसिया ल्यूकस का हाथ पकड़ लेती है और अपनी पावर रिलीज करने लग जाती है और कहती है, अच्छा है, अगर ऐसा है तो मैं भी सही सलामत नहीं जाना चाहती। टेसिया अपने स्ट्रॉन्ग मैजिक का इस्तेमाल करती है और ल्यूकस के हाथों पैरों में अपनी जड़ों को घुसा देती है और उसे एक जगह पर अटका देती है। टेसिया अपने मन में कहती है, मुझे खुद को संभालना होगा, मैं आर्थर के लिए खुद को इस्तेमाल नहीं होने दे सकती। इतने में ही ल्यूकस अपनी ताकत को बढ़ा लेता है जिससे कि वो टेसिया के अटैक से अपने आप को छुड़ा लेता है। टेसिया की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है और जैसे ही ल्यूकस टेसिया के पास आता है, अपन देखते हैं टेसिया का ब्रेसलेट निकल चुका होता है, लेकिन ल्यूकस इस ब्रेसलेट को टेसिया के हाथों में दोबारा से पहना देता है और कहता है, तुम जिस भी मैजिक का इस्तेमाल कर रही हो खुद को मारने के लिए, मैं उसे इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, इसीलिए इसे वापस पहन लो। इसी के साथ टेसिया धीरे धीरे करके बेहोश हो जाती है और ल्यूकस टेसिया को घसीटते हुए यहाँ से ले जाता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और अपन एलिजा को देखते हैं जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए बच्चों को बचा रहा होता है। तभी एलिजा एक कल्ट वाले बंदे की आवाज सुनता है जो कि कह रहा होता है, इंसानों, अगर तुम हम में शामिल हो जाओगे तो ये माना बिस्ट तुम पर हमला नहीं करेंगे और जितने भी ड्वार्फ्स और एल्व्स है वो सभी लोग शांत हो जाओ, हम तुम्हारे माना कोर को डिस्ट्रॉय करेंगे। इतने में एलिजा की नजर एक ठरकी बंदे के ऊपर पड़ती है। एलिजा अपने मन में कहता है, तो कल्ट के अंदर सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि प्रोफेसर्स भी शामिल है। इस एल्फ लड़की को बचाने के लिए एलिजा इस प्रोफेसर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये प्रोफेसर एक बैरियर बनाकर अपने आप को बचा लेता है। इतने में पीछे से कर्टिस और ग्रोडर आ जाते हैं जिस कारण से ये प्रोफेसर यहाँ से मौका देखकर भाग जाता है। एलिजा कहता है, कर्टिस, अच्छा है कि तुम यहाँ पर हो, बाकी के डीसी मेंबर्स कहाँ गए हैं। कर्टिस कहता है, बाकी डीसी मेंबर्स मदद खोज रहे हैं और डोड्रिया फेरित खतरे में है। आर्थर और टेस स्कूल नहीं आए हैं और बाकी स्टूडेंट काउंसिल सेफ है। एलिजा कहता है, अब अपन क्या करें। कर्टिस कहता है, इस मोमेंट पर तो मुझे भी नहीं पता कि अपन लोग को क्या करना चाहिए, अपन लोग बस लांसेस के आने का इंतजार कर सकते हैं। इतने में ही अपन यहीं पर सामने की ओर देखते हैं उसी कल्ट के लीडर को। कल्ट का लीडर किसी मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो यहाँ पर मौजूद सारे लोगों से एक साथ कहता है, जितने भी स्टूडेंट्स और फैकल्टी यहाँ पर मौजूद है, सारे लोग क्लॉक टावर के पास इकट्ठा हो जाओ, ऐसा करने पर मेरे पेट्स तुम पर हमला नहीं करेंगे। इस कल्ट वाले बंदे के इतना कहते ही भाई साहब अपन इसके हाथों में एक चीज देखते हैं जिसके अंदर से खून टपक रहा होता है। भाई साहब, अब कोई भी ये मत कह देना कि इसके अंदर डायरेक्टर सिंथिया की मुंडी हो सकती है। लिटरली दोस्तों पता नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं इस मोमेंट पर अभी तक आर्ट क्या कर रहा है और कब तक यहाँ पर आएगा। दोस्तों ये खतरा बढ़ते ही जा रहा है और अपन देखने वाले हैं आगे क्या होता है। देखते हैं जायरस एकेडमी के बाहर बहुत सारे पेरेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। ये बंदा इन सभी लोगों को मैनेज कर रहा होता है और इतने सारे मेजेस मिलकर बाहर से कोशिश कर रहे होते हैं इस बैरियर को तोड़ने की, लेकिन ये बैरियर कुछ ज्यादा ही मजबूत है। इतने सारे मेजेस मिलकर भी इस बैरियर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। ये बंदा कहता है, इस तरीके का बैरियर आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा है। जिस तरीके के बैरियर का इस्तेमाल अपन करते हैं उस
उस बैरियर से ये वाला बैरियर पूरी तरीके से अलग है। ये बंदा कहता है अगर ऐसी बात है तो अपन लांसेस से भी मदद नहीं मांग सकते क्योंकि वो लोग भी पहले से ही अपने कामों में फंसे हुए हैं। चश्मे वाला बंदा कहता है क्या आपका कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से एक प्लान किया गया अटैक है? जैसे ये बंदा इतना कहता है, ब्लैक ड्रेस वाला बंदा इसका मुंह बंद कर देता है क्योंकि ये बंदा नहीं चाहता कि यहाँ पर मौजूद लोगों को पता चले और भगदड़ मच जाए। इतने में सीन अंदर की साइड शिफ्ट होता है और अपन देखते हैं एक जगह पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो चुके हैं और इन सभी बच्चों को इन कल्ट वाले बंदों ने एक साथ ही बैरियर के अंदर कैद कर दिया होता है। इतने में ही यहाँ पर कल्ट का लीडर आ जाता है। बैरियर के अंदर के काफी सारे बच्चे जोश दिखाकर इस कल्ट लीडर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं बन रही होती। कल्ट लीडर इन सभी के ऊपर हंसने लग जाता है और हंसते हुए कहता है तुम सभी लोग इतनी सारी मौतें देख चुके हो, लेकिन फिर भी तुम डिकेथिन वालों को अभी तक नहीं समझ में आया है कि तुम लोग कैसी सिचुएशन में फंसे हुए हो। शायद से ये चीज तुम्हें इस बात का एहसास करा देगी। ऐसा कहते हुए कल्ट लीडर उस थैले के अंदर हाथ डालता है जिसके अंदर से खून टपक रहा है। कल्ट लीडर इस थैले के अंदर से एक मुंडी बाहर निकालता है और इन सभी बच्चों की आंखों के सामने फेंक देता है। और भाई साहब अपन देखते हैं ये मुंडी होती है बेचारी डोड्रिया की। इस नजारे को देखते ही एलिजा को उल्टी हो जाती है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि बेचारी डोड्रिया के साथ ऐसा हुआ है। इतने में ही अपन थियो को देखते हैं जो कि बहुत जोर से चिल्लाकर कहता है डोड्रिया नहीं, तुम कमीने कहीं के। थियो को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, लेकिन इस मजबूत बैरियर के कारण वो कुछ कर भी नहीं पा रहा होता। थियो चिल्लाकर कहता है कायर कहीं के, अगर हिम्मत हो तो यहाँ पर आओ और मुझसे लड़ाई करो। कल्ट लीडर कहता है कौन मैं? तुम मेरी यानी कि महान ड्रेन्यू की बात कर रहे हो। ऐसा कहते हुए ये कल्ट लीडर अपना मास्क उतार देता है, जिस कारण से दोस्तों अब अपन को इसका चेहरा और नाम दोनों ही पता चल चुके हैं। थियो कहता है हाँ तुम बैरियर के पीछे छिपना बंद करो और मुझसे लड़ाई करो। ऐसा सुनते ही ड्रेन्यू बैरियर के पास चला जाता है और थियो का हाथ पकड़ के उसे बैरियर के अंदर खींच लेता है। थियो अपने आप को संभालता है और चिल्लाकर कहता है कमीने कहीं के अब मरो। ऐसा कहते हुए थियो एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है। इस हमले का बहुत ही मजबूत असर आया होता है, जिसे देखकर बाहर के बच्चे कहते हैं ऐसे हमले से तो कोई प्रोफेसर भी नहीं बच सकता। लेकिन जैसे ही अटैक का धुआं हटता है अपन देखते हैं भाई साहब थियो की पैर की हड्डी टूटकर बाहर आ चुकी है और ड्रेन्यू का बाल भी बाका नहीं होता। ड्रेन्यू थियो के चेहरे के ऊपर पैर रख देता है और कहता है बस इतना ही, जैसा तुमने कहा मैंने वैसी तुमसे लड़ाई करी और ये क्या तुम्हारे चेहरे पर तो खून का धब्बा लग चुका है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए ड्रेन्यू चुटकी बजाता है और थियो के ऊपर पूरी तरीके से आग लगा देता है। ड्रेन्यू सभी बच्चों से कहता है चिंता मत करो, ये अभी भी जिंदा है और अब टाइम आ चुका है मेन काम को निपटाने का। ड्रेन्यू के इतना कहते ही अपन लोग कुछ बच्चों को देखते हैं जिन्हें कि ये लोग बंदी बनाकर यहाँ से ले जा रहे हैं। इन्हीं बंदी बच्चों के अंदर अपन देखते हैं फेरित भी शामिल होता है और साथ ही साथ प्रिंसेस टेसिया भी। इतने में ही डीसी के बच्चे भी यहाँ पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कर्टिस थियो और डोड्रिया की हालत देखकर अपने आप को बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा होता। कर्टिस बहुत ही गुस्से में कहता है मैं उसे जान से मार दूंगा। क्लेयर कर्टिस को रोकने की कोशिश कर रही होती है, तभी कैथलीन आगे आ जाती है और कर्टिस को एक चाटा मारकर कहती है ब्रदर सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन को सोच समझ कर काम करना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे और मारे जाओगे तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। कर्टिस इस बात को रियलाइज करता है और थोड़ा शांत हो जाता है। एलिजा अपने मन में कहता है प्रिंसेस टेसिया, लेकिन इसे तो स्कूल में नहीं होना चाहिए था। इतने में ही अपन देखते हैं डीसी मेंबर्स और बच्चों के साथ साथ यहाँ पर प्रोफेसर ग्लोरी और कुछ और भी प्रोफेसर्स मौजूद होते हैं। ड्रेन्यू कहता है ऐसा लग रहा है सभी लोगों का ध्यान मेरे ऊपर ही है, इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम ड्रेन्यू है
और मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। मैं बहुत दूर की एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पर कमजोरों की कोई जगह नहीं है। तुम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हो, तुम डिकेथिन के बेस्ट माने जाते हो, लेकिन जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ पर तुम जैसे लोग कचरे हैं। मैं यहाँ पर ऐसे वर्दी लोगों को तैयार कर रहा हूँ जो कि मेरे लॉर्ड की सेवा करेंगे जब वो यहाँ के नए रूलर बन जाएंगे। इसीलिए तुम सभी लोग खुश हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों को ऐसी ताकत हासिल करने का मौका मिलने वाला है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अब लुकिया, सामने आओ और इन सभी लोगों के सामने अपना चेहरा रिवील करो। इन सभी लोगों को दिखाओ कि इनके डीसी मेंबर्स और एल्फ प्रिंसेस भी तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल भी टिक नहीं पाई। इसी के साथ ल्यूकस इन सभी लोगों के सामने अपना चेहरा खोल देता है और दोस्तों पता नहीं क्यों, लेकिन ड्रेन्यू ल्यूकस को लुकिया बोल रहा है। ल्यूकस को देखते के साथ ही एलिजा के गुस्से का पारा आसमान चढ़ जाता है। एलिजा बहुत जोर से चिल्लाकर कहता है, ल्यूकस कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखते हुए ल्यूकस एलिजा को और गुस्सा दिलाने के लिए टेसिया के साथ उल्टी सीधी हरकत करने लग जाता है। यह देखते हुए एलिजा का सब्र पूरी तरीके से टूट जाता है और भाई साहब एलिजा के अंदर से बहुत सारा माना रिलीज होने लग जाता है। एलिजा अपने मन में कहता है, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मुझे पेन फील हो रहा है, मुझे डर भी लग रहा है। ऐसा सोचते हुए एलिजा आगे बढ़ता है और इस बैरियर को चुटकियों में तोड़ देता है। तभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स एलिजा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एलिजा इन सभी के अंदर एक सेकंड से भी कम टाइम में बहुत सारे मेटल के भाले घुसा देता है। एलिजा अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है जैसे कि ये मैं हूँ। ऐसा सोचते ही एलिजा लड़खड़ा कर घुटनों के बल आ जाता है और अपना एक फाइनल अटैक इस्तेमाल करता है ल्यूकस को जान से मारने के लिए। लेकिन एलिजा का अटैक ल्यूकस को लगे इससे पहले ही एलिजा बेहोश हो जाता है और ल्यूकस बच जाता है। जैसे ही एलिजा बेहोश होता है, तुरंत एलिजा के पास ड्रेन्यू आ जाता है जो कि एलिजा को संभाल लेता है और उठा लेता है। क्लेयर के सामने जो नजारा चल रहा होता है, ये सब देखते हुए क्लेयर की मेमोरीज ताजा हो जाती है। क्लेयर अपने मन में कहती है, मेरी फैमिली मुझे ह्यूमिलिटी, लॉयल्टी, रिजोल्यूटनेस और करेज के बारे में तब से बताते हुए आ रही है जब मैं इनका मतलब भी नहीं जानती थी। मेरी ब्लेड हर्ट फैमिली इन्हीं 4 बातों के ऊपर फोकस करती है और मुझे लगता था कि मेरे सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाए मैं भी इन बातों को फॉलो करूंगी। लेकिन दोस्तों आज प्रेजेंट मोमेंट पे अपन देखते हैं क्लेयर के पास मौका होता है दुश्मनों पे हमला करने का, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी आगे नहीं बढ़ पा रही होती। इतने में ही यहाँ पर मौजूद सारे प्रोफेसर्स तैयार हो जाते हैं कल्ट के ऊपर हमला करने के लिए। इन प्रोफेसर्स को आगे बढ़ता देख क्लेयर अपने मन में कहती है, क्या इन लोगों को ऐसा लगता है ये लोग ड्रेन्यू को हरा सकते हैं? आखिर ये लोग अपनी मौत की ओर आगे क्यों बढ़ रहे हैं? इतने में ही कर्टिस कहता है, क्लेयर तुम डीसी की लीडर हो, अब हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। क्लेयर बहुत ही ज्यादा डरी होती है और वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही होती है। क्या बच्चों को भी प्रोफेसर्स का साथ देना चाहिए या नहीं? क्लेयर मुड़ के ग्लोरी की तरफ देखती है, जहाँ पर ग्लोरी क्लेयर को देखकर स्माइल करती है, जिस कारण से क्लेयर को उसकी फैमिली की बात याद आती है और वो भी लड़ने का डिसाइड करती है। ड्रेन्यू ल्यूकस से कहता है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। जितने भी लोग आ रहे हैं हमला करने के लिए, इन्हें तुम ठिकाने लगा दो और साथ ही साथ इस कचरे को भी खत्म कर दो। ऐसा सुनकर ल्यूकस कहता है, तुम इस कीड़े को कहां पर लेके जा रहे हो? ड्रेन्यू बहुत ही सीरियस होकर अपने माना को रिलीज करता है, जिस कारण से ल्यूकस डर जाता है और नीचे गिर जाता है। आखिर एक औजार की हिम्मत कैसे हो गई उसके मास्टर से सवाल पूछने की? मुझे डिसअपॉइंट मत करना,
ऐसा कहते हुए ड्रेन्यू यहाँ से जाने लग जाता है। इतने में ही सारे प्रोफेसर्स ड्रेन्यू के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ल्यूकस प्रोफेसर्स के ऊपर हमला कर देता है। इसी कारण से ड्रेन्यू बिना किसी दिक्कत के यहाँ से चला जाता है। ग्लोरी बहुत ही गुस्से के साथ ल्यूकस के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन अचानक से ही एक मानव बिस्ट हमला कर देता है ग्लोरी के ऊपर। तभी ग्लोरी अपनी स्वॉर्ड की मदद से इस मानव बीस्ट के सर को उड़ा देती है, और वो भी सिर्फ एक ही स्विंग में। लेकिन इस चक्कर में कल्ट के कई सारे बच्चे एक साथ ही ग्लोरी के ऊपर हमला कर देते हैं। ग्लोरी के पास बिल्कुल भी मौका नहीं होता इनके हमले से बचने का, लेकिन इतने में ही यहाँ पर सारे के सारे बच्चे आ जाते हैं जो कि ग्लोरी को बचा लेते हैं। क्लेयर के ऊपर छोटे मोटे मानव बीस्ट हमला कर देते हैं, जिन्हें की क्लेयर मारने लग जाती है। तभी इतने में ही क्लेयर की नजर पड़ती है कमीने काई के ऊपर। काई को देखते के साथ ही क्लेयर बहुत गुस्से में काई के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन क्लेयर के ऊपर एक साथ बहुत सारे बच्चे भिड़ जाते हैं और हमले करने लग जाते हैं। इतने में ही काई भी अपने वायर्स का इस्तेमाल करता है और क्लेयर को एक जगह पर अटका देता है, जहां से क्लेयर कुछ भी नहीं कर पा रही होती। क्लेयर चिल्ला कर कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो काई, तुम्हारी वजह से थियो और डोड्रिया के साथ क्या हो चुका है। क्लेयर के इतना कहते ही अपन देखते हैं भाई साहब, बेचारी क्लेयर के अंदर एक बहुत ही बड़ी नुकीली चीज घुस चुकी है। क्लेयर के साथ जैसे ही ऐसा होता है, क्लेयर और सारे के सारे बच्चों की नजर एक साथ ही एक बंदे के ऊपर पड़ती है। यहाँ पर आर्ट एक ड्रैगन के साथ बहुत ही सीरियस एंट्री लेता है। क्लेयर की आवाज आती है और अपन सुनते हैं एक ड्रैगन जिसके सिर पर 2 सींग है। वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पॉलिश की गई कोई तलवार हो। इसके स्केल्स इतने ज्यादा काले हैं कि इनके कंपैरिजन में इसकी परछाई भी ग्रे दिखाई देती है। इसकी आंखें इतनी ज्यादा पेनी है जो कि इंटेलिजेंस से भरी हुई है। ये नजारा देखकर कोई वेटरन एडवेंचर भी घबरा कर अपनी जगह पर जम जाए, लेकिन जिस कारण से मुझे डर फील हो रहा है और मेरे दिल में कपकपी मची है, उसका कारण ये ड्रैगन नहीं है बल्कि उसके नीचे मौजूद ये बच्चा है। हर एक कदम के साथ मैं देख पा रही हूँ इसके अंदर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस और गुस्सा भरा हुआ है। मेरे मन में सिर्फ एक ही पछतावा रहेगा कि मैं ल्यूकस की हार को अपनी खुद की आंखों से नहीं देख पाऊंगी। इतने में अपन सारे प्रोफेसर्स को देखते हैं। ग्लोरी को छोड़कर सारे के सारे लोग ढेर हो चुके हैं। ग्लोरी की हालत भी बिल्कुल नहीं बची होती है कि अब वो लड़ाई कर सके। ल्यूकस अपने मन में कहता है, मैंने खुद के ऊपर इतने ज्यादा एलिक्सर्स और पावर अप्स का इस्तेमाल किया है कि मैं एक मोर्टल लेवल से कहीं आगे बढ़ चुका हूँ। ड्रेन्यू का एलिक्सर लेने के बाद से तो यहाँ के बेस्ट लोग मेरे सामने कीड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फिर इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि कोई ना कोई मुझे जमीन में खींच रहा है। ल्यूकस अपना मुंह खोलता है और हंसते हुए कहता है, आर्थर तुम्हारा पेट तो अच्छा है, लेकिन ये बड़े साइज की छिपकली तुम्हारे किसी भी काम नहीं आने वाली। आर्थर ल्यूकस की साइड पर आगे बढ़ रहा होता है। ल्यूकस कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। जैसे ही ल्यूकस इतना कहता है, अपन देखते हैं भाई साहब आर्ट ल्यूकस को क्रॉस करके आगे चला जाता है। मतलब इतना गंदा इग्नोर। आर्ट डायरेक्ट टेसिया के पास जाता है उसे चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। आर्ट के ऐसा करने से ल्यूकस की जिस लेवल की बेइज्जती हुई है, आए है दोस्तों, सेटिस्फेक्शन एक अलग ही लेवल का है। कल्ट वाले बंदे सिल्वी को देखकर एक जगह पर जम चुके होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या वो एक ड्रैगन है? मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा हूँ। आर्ट टेसिया को चेक करता है और देखता है कि टेसिया को किसी तरीके का ड्रग दिया गया है उसे बेहोश रखने के लिए, बाकी वो सेफ है। ल्यूकस कहता है, तुम्हारे लिए वो रो रही थी।
ड्रेनिव ने कहा था उसे सेफ रखने के लिए, लेकिन मैं भला उसकी बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि तुम्हें तोड़ने के लिए इससे अच्छा और कौन सा तरीका हो सकता है कि जिस लड़की की तुम इतनी ज्यादा केयर करते हो उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दूं। ऐसा सुनते ही सिल्वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन आर्ट अभी भी ल्यूकस को इग्नोर कर रहा होता है। ल्यूकस पावर अप करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुम मुझे पीठ दिखा रहे हो। मैं तुम्हारी आंखों के सामने टेसिया को तोड़ के रख दूंगा। ऐसा कहते हुए ल्यूकस आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन इतने में ही आर्ट भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और आर्ट की प्रेजेंस फील करके ल्यूकस डरने लग जाता है। ल्यूकस अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? इतना डर तो मुझे किसी भी प्रोफेसर या फिर अपने बड़े भाई से भी नहीं लगा है। आर्ट कहता है, ल्यूकस मैंने सोचा कि तुम एक कीड़े हो जिसे कि मारना भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम काटने की कोशिश करोगे तो ऐसे में सबसे शुद्ध पुजारी भी तुम्हें मारने से नहीं हिचकिचाएगा। ल्यूकस की डर के मारे हालत खराब होने लग जाती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उसे कोई जमीन में खींच रहा है। ल्यूकस कहता है, आखिर इसने कितने सारे बीस्ट और लोगों को जान से मारा है जो इसकी ब्लड लस्ट इतनी ज्यादा खतरनाक है। यह सब देखते हुए ल्यूकस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आर्ट के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। फटाक से आर्ट अपने आप को रेडी कर लेता है और बीस्ट विल की पावर्स का इस्तेमाल करता है। आर्ट आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और बहुत आसानी से ल्यूकस के अटैक को कैंसिल कर देता है। ल्यूकस कहता है, तो इसका मतलब फायर मैजिक के साथ साथ तुम आइस मैजिक को भी छुपा कर रख रहे थे। लेकिन खैर अब कुछ भी मैटर नहीं करता, अब जल्दी से मर जाओ। ऐसा कहते हुए ल्यूकस एक वेपन की मदद से हमला करता है, लेकिन आर्ट इस वेपन को अपने हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ की मदद से लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। जैसे ही आर्ट अपना हमला करता है, इस हमले के कारण से ल्यूकस का हाथ पूरी तरीके से गायब हो जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। ल्यूकस चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लाइटनिंग मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तुम एक क्वाड्रा एलिमेंटल डेविएंट हो। इतने में ही आर्ट तेजी से ल्यूकस के पास आ जाता है और उसके दूसरे हाथ को भी जमा कर खत्म कर देता है। ल्यूकस दर्द के मारे लगातार चिल्ला रहा होता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ल्यूकस वाइक्स हूँ। इतने में ही आर्ट ल्यूकस के पैर के ऊपर अपना पैर रख देता है और एक डाउन फोर्स नाम के स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि ल्यूकस का पैर पूरी तरीके से कुचल के गायब हो जाता है। दोस्तों, आर्ट ने जिस डाउन फोर्स नाम के स्पेल का इस्तेमाल किया है, मेरे ख्याल से ये ग्रेविटी मैजिक है, मतलब बंदा अब ग्रेविटी मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। आर्ट कहता है, तुमने किसी ड्रेनिव नाम के बंदे का नाम लिया था, क्या वही बंदा रिस्पॉन्सिबल है इस काम के पीछे? ल्यूकस की हालत इतनी ज्यादा गंदी हो चुकी है, लेकिन इस बंदे की अकड़ अभी भी नहीं गई होती। ल्यूकस हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, और वो उस कचरे को भी साथ ले गया है जिसे कि तुम अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो। तुम हार चुके हो आर्थर, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतने में ही आर्थर ल्यूकस के दूसरे पैर को भी कुचल कर खत्म कर देता है। इतना करने के बाद में भी आर्ट नहीं रुकता और आर्ट अपने पैर को ल्यूकस के प्राइवेट पॉइंट के ऊपर लगा देता है। आर्ट कहता है, कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि तुम्हारा ये घटियापन अगली जनरेशन में ना फैले। ऐसा सुनते ही ल्यूकस गिड़गिड़ाने लग जाता है और कहता है, नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भीख मांगता हूँ। लेकिन आर्ट नहीं रुकता और ल्यूकस के प्राइवेट पॉइंट को भी कुचल कर खत्म कर देता है। आर्ट कहता है, उम्मीद है ये दर्द तुम्हारी अगली जिंदगी में भी बना रहे। ऐसा कहते हुए आर्ट ल्यूकस को वही छोड़ देता है और आगे आ जाता है। आर्ट पूरी तरीके से थक जाता है और वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। इसी मोमेंट पर अपन ल्यूकस की आवाज सुनते हैं जो कि कहता है, ब्रदर। और इसी के साथ भाई साहब यहाँ पर एंट्री हो जाती है बेरन और साथ में 2 और लांस की। जैसे ही बेरन अपने भाई की ऐसी हालत देखता है,
बेरन एकदम से ही रेज मोड में चला जाता है और एकदम बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है सिल्वी के ऊपर। इस वाले हमले के कारण से आर्ट भी दूर जाने लग जाता है। लिटरली आर्ट ने ल्यूकस की जो हालत की है, मैं कब से ऐसे ही किसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब एक और खतरनाक बात हो चुकी है, यहाँ पर बेरन की एंट्री हो गई है। जैसे ही बेरन की एंट्री होती है और वो अपने भाई की ऐसी हालत देखता है, बेरन एकदम से ही आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और सिल्वी के ऊपर हमला कर देता है। अटैक का इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही ताकतवर होता है, इस कारण से आर्ट भी पीछे गिरने लग जाता है। तभी अपन देखते हैं बेरन के हमले से सिल्वी बाल बाल बच चुकी होती है और वो हमला कर देती है तीनों लांसेस की तरफ। इतने में ही आर्ट कहता है सिल्वी नहीं, तुम्हें उन लोगों से फाइट नहीं करनी है। आर्ट के इतना कहते ही अपन देखते हैं लांस वेरे आगे आ जाती है, जो कि अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है और सिल्वी को एक जगह पर अटका देती है। इतने में ये तीसरा लांस भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर बहुत सारे लावा के सोल्जर्स बना लेता है। ये वाले सोल्जर्स फटाक से यहाँ के बच्चों को दूर कर देते हैं और इन कल्ट वाले बंदों के ऊपर काबू कर लेते हैं। इतने में ही बेरन आर्ट के पास चला जाता है और कहता है, जिसने मेरे भाई के साथ ऐसा घिनौना काम किया है उसके लिए तो मौत की सजा भी कम है। ऐसा कहते हुए बेरन आर्ट को जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर ये वाला लांस आता है और बेरन का हाथ पकड़ लेता है। इस वाले लांस का नाम होता है ऑल्फ्रेड, जो कि कहता है बेरन तुम ऐसा नहीं कर सकते। बेरन गुस्से में कहता है, इस लड़के ने मेरे भाई को मारने से पहले बहुत ज्यादा तड़पाया है और तुम कह रहे हो कि मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम भी मेरा सामना करना चाहते हो? ऐसा सुनकर ऑल्फ्रेड कहता है, इस लड़के ने तुम्हारे ब्रदर के हाथों यहाँ पर मौजूद लोगों की जान बचाई है और अपनी जबान संभाल कर बात करो। बेरन कहता है, ऑल्फ्रेड मेरे सब्र को टेस्ट मत करो और मैं बकवास सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। मेरे भाई ने मेरे सामने जान गंवाई है और मैं उसके किलर को उसकी भरपाई कराना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए बेरन दोबारा से आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन ऑल्फ्रेड अपने दो सोल्जर्स की मदद से बेरन को रोक लेता है। यह देखकर बेरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऑल्फ्रेड के दोनों सोल्जर्स को खत्म कर देता है। जैसे ही बेरन अपना अटैक रेडी करता है आर्ट को जान से मारने के लिए, यहाँ पर लांस वेरे आ जाती है, जो कि बेरन को पूरी तरीके से अटका देती है। वेरे कहती है, बेरन इस बात का डिसीजन तुम नहीं ले सकते, काउंसिल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बच्चे और ड्रैगन के साथ क्या करेगी। ऐसा सुनकर बेरन थोड़ा शांत हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं सारे पेरेंट्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं। कई सारे पेरेंट्स रो रहे होते हैं क्योंकि उनके बच्चों ने जान गंवा दी है। आर्ट का भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चल रहा होता है और ट्रीटमेंट होते ही यहाँ पर लांस वेरे आती है और वो आर्ट के हाथों में हथकड़ियां लगा देती है। साथ ही साथ आर्ट के मानाकोर को भी बांध देती है, जिससे कि आर्ट कुछ ना कर पाए। आर्ट कहता है, क्या ये चीज आप मेरे बॉन्ड के लिए भी कर सकती है? ऐसा करने से मेरी बॉन्ड ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। ऐसा सुनकर वेरे सरप्राइज हो जाती है कि ये ड्रैगन इस बच्चे के साथ बॉन्ड है और वो सिल्वी को छोड़ देती है। सिल्वी अभी भी काफी गुस्से में होती है। आर्ट कहता है, अपन इन लोगों से नहीं लड़ सकते क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर है। सिल्वी अपने छोटे फॉर्म में आ जाती है और कहती है, पापा अब अपने साथ क्या होगा? आर्ट जवाब देता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता। इसके बाद में जैसे ही वेरे आर्ट को यहाँ से ले जा रही होती है, कई सारे लोग आर्ट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि इस बच्चे ने एक नोबल बच्चे को बहुत ही ज्यादा तड़पा कर जान से मार दिया और वो बच्चा वाइक्स फैमिली से था। इतने में ही यहाँ पर भागते हुए आर्ट की फैमिली भी आ जाती है। आर्ट वेरे से पूछता है, क्या मैं अपनी फैमिली से बात कर सकता हूँ? वेरे आर्ट को परमिशन दे देती है और ये देखते हुए बेरन को गुस्सा आ जाता है। तभी ऑल्फ्रेड बेरन को संभाल लेता है। ऑल्फ्रेड कहता है, उस बच्चे ने जो किया वो जरूरी था, इसीलिए जजमेंट के ऊपर अपने इमोशंस को हावी मत होने दो।
आर्ट कहता है फिर से मैंने आपको चिंता में डाल दिया, लेकिन सिर्फ गलतफहमी की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एलिस कहती है क्या कुछ नहीं है जो कि हम कर सकते हैं। आर्ट कहता है चिंता मत कीजिए, मैं ठीक रहूंगा। इतने में ही अपन देखते हैं वेरे के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है काउंसिल का डिसीजन आर्ट को लेकर। काउंसिल ने डिसीजन लिया होता है कि आर्ट के मानाकोर को सील रखा जाएगा और उसका मैच का टाइटल कैंसिल कर दिया गया है और साथ ही साथ उसे बंदी बनाकर रखा जाएगा। ऐसा सुनते ही आर्ट की फैमिली को झटका लग जाता है। रे कहता है नहीं, जरूर से कोई न कोई गलती हो चुकी है। इतने में ही यहाँ पर कैथलीन आ जाती है जो कि चिल्लाकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे इंसान को सजा सुनाने की जिसने सही काम किया है। आर्थर की वजह से ही हम सभी लोग जिंदा है। अगर आर्थर नहीं होता तो तुम लांसेस के पास कुछ बचा ही नहीं होता बचाने के लिए। इतने में ही वेरे कहती है ये काउंसिल का डिसीजन है और बताती है कि किसने इसे अप्रूव किया है। अपन लोग देखते हैं इस नोटिस के ऊपर एल्फ किंग और क्वीन को छोड़कर बाकी चारों लोगों के सिग्नेचर होते हैं। यह देखने के बावजूद भी कैथलीन नहीं मान रही होती। तभी कर्टिस आता है और कहता है अगर 2 किंगडम्स ने अप्रूव कर दिया है तो ऐसे में कुछ नहीं किया जा सकता। आर्ट अपने मन में कहता है इस नोटिस के अंदर ज्यादा वायलेंस के बारे में लिखा है, जो कि सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कि इस अटैक के पीछे मेरा ही हाथ है। आर्ट अपनी फैमिली से कहता है चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा सुनकर आर्ट की फैमिली और ज्यादा दुखी हो जाती है। एली भी ये समझ पा रही होती है कि आर्ट किस सिचुएशन में फंसा हुआ है। यह देखते हुए आर्ट अपने मन में कहता है काश मेरे पास थोड़ा और टाइम होता इसके साथ स्पेंड करने के लिए। आर्ट कहता है चिंता मत करो, डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद मैं वापस लौट आऊंगा। रे कहता है सन भले ही कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहे, तुम्हारी फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ है। भाई लिटरली जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो आर्ट ने उस ल्यूकस को मारा है जिस ल्यूकस ने कई सारे बेकसूर बच्चों की जान ली है, लेकिन इसके बावजूद भी बेचारे आर्ट को सजाएं सुनाई जा रही है। लिटरली दोस्तों यही फर्क होता है एक कॉमनर और एक नोबल के बीच में। इसी के साथ थोड़ी देर बाद में अपन देखते हैं तीनों लांसेस आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर बेरन अभी भी काफी गुस्से में होता है। जैसे ही बेरन यहाँ से जा रहा होता है वो आर्ट को एकदम गुस्से में घूर के देखता है। इसके बाद में बेरन ल्यूकस की बॉडी को उठाता है और यहाँ से चला जाता है। बचे हुए 2 लांसेस आर्ट और सिल्वी को यहाँ से ले जाने लगते हैं काउंसिल के पास। सीन शिफ्ट होता है और अपन वाइक्स हाउस को देखते हैं जहाँ पर बेरन बहुत गुस्से के साथ एंट्री लेता है। थोड़ी देर बाद ल्यूकस अपने फादर से मिलता है और उन्हें बताता है कि ल्यूकस और अकेडमी के साथ क्या क्या हुआ है। ऐसा सुनते ही बेरन के फादर का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाकर कहते हैं वो लड़का वाइक्स फैमिली के ऊपर एक धब्बा था, उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। बेस्ट ट्यूटर और बहुत सारे माना बीस्ट, बहुत सारे एलिक्सर, सब कुछ ही बर्बाद हो गए और तुम फेल हो चुके हो। तुमने वाइक्स फैमिली का बदला नहीं लिया है, इसीलिए तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तुम मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए उस बेवकूफ की बॉडी को यहाँ पर ले आए हो। ऐसा कहते हुए बेरन के फादर बेरन के ऊपर हाथ उठा देते हैं, लेकिन बेरन अपने फादर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है फादर तमीज से, मैं अभी भी एक लांस हूँ। बेरन के फादर कहते हैं हाँ मुझे पता है, आखिर लांस बनने के बाद से तुम इतने घमंडी जो हो गए हो। एक बात को हमेशा ही तुम्हारे दिमाग में रखना, तुम लांस इसीलिए हो क्योंकि तुम एक वाइक्स हो। इसके बाद में बेरन के फादर एक मैसेज लिखवाते हैं काउंसिल को भेजने के लिए। बेरन के फादर ने लिखवाया होता है कि ल्यूकस ने जो कुछ भी किया था उसे ड्रेन्यू ने डराया धमकाया था वो सब करने के लिए, और साथ ही साथ जिस बच्चे ने ल्यूकस वाइक्स को मारा है उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए, यानी कि दोस्तों आर्ट को। जैसे ये लड़की यहाँ से चली जाती है मैसेज सेंड करने के लिए, बेरन पूछता है फादर अब अपन फ्यूनरल के लिए क्या करें। बेरन के फादर कहते हैं मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, किसी और से कह दो और अब जाओ यहाँ से। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और अपन आर्ट को देखते हैं
जो कि कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ अपन लोग कितनी दूर है। ऑल्फ्रेड जवाब देता है बस अपन पहुंचने में है। और दोस्तों अपन देखते हैं जो ये ऑल्फ्रेड नाम का लांस है, ये बंदा एक अच्छा बंदा होता है जो कि आर्ट से बहुत अच्छे से बात करता है। इतने में ही ये तीनों लोग पहुंच जाते हैं काउंसिल के फ्लोटिंग कासल पे। इस वाले कासल की जो लोकेशन है ये जायरस सिटी से काफी दूर है। यहाँ पर पहुँचने के लिए उड़ के आना पड़ता है और बीस्ट ग्लेड को क्रॉस करना पड़ता है। वेरे कहती है कासल की एंट्रेंस के पास मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए अपन लोगों को पैदल ही जाना होगा। इसी के साथ ये दोनों लांस आर्ट को डायरेक्ट काउंसिल के सामने लेके चले जाते हैं, जहां पर तीनों किंग्स और तीनों क्वींस मौजूद होती है। जैसे ही आर्ट इन लोगों को सल्यूट करने लगता है, इतने में ही ड्वार्फ किंग चिल्ला कर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम लांसेस के बराबर हो क्या? सैल्यूट करने के लिए कम से कम तुम्हें घुटने के बल झुकना होगा। आर्ट एल्फ किंग और क्वीन की तरफ देखता है जो कि इशारे से कहते हैं ये जैसा कह रहे हैं वैसा कर दो। आर्ट झुक के कहता है मेजिस्टीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ नहीं है रॉयल्टी के सामने कैसा बिहेव किया जाता है। एल्फ किंग कहते हैं आर्थर सबसे पहले मैं तुम्हें एक फादर के तौर पर थैंक्स कहना चाहता हूँ। एल्फ किंग के इतना कहते ही ड्वार्फ किंग बात को काटते हुए कहता है अपन इस कॉन्टिनेंट के लीडर्स है, कोई फादर्स नहीं। ड्वार्फ क्वीन कहती है इस लड़के ने उसके क्लासमेट को तड़पा कर जान से मारा है, मुझे नहीं लगता कि इसे थैंक्स कहना जरूरी है। ह्यूमन क्वीन कहती है डोसिड मुझे लगता है कि आर्ट को थैंक्स कहना जरूरी है। ह्यूमन क्वीन के ऐसा कहते ही ये मोटा भैंसा चिल्ला कर ये गिनाने लग जाता है कि ल्यूकस कितनी बेरहमी के साथ मरा था। एल्फ किंग और क्वीन कहते हैं बस बहुत हो गया है, हमें इस बारे में अच्छे से पता है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आर्थर की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स की जान बची है। मोटा भैंसा कहता है इससे ये बात जस्टिफाई नहीं होती कि इसने वाइक्स को कितनी बेरहमी के साथ जान से मार दिया। इस लड़के ने मौके का फायदा उठाया है इसके राइवल को किसी बदले के चलते जान से मारने के लिए। एल्फ किंग कहते हैं इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आर्थर का इंटेंशन क्या था, लेकिन इस बात का जरूर से सबूत है कि इसने कई सारे बच्चों की जानें बचाई है। ड्वार्फ क्वीन कहती है इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ इसे जान से नहीं मारना चाहिए, बल्कि मैच के तौर पर इसे लंगड़ा कर देना चाहिए। मोटा भैंसा कहता है हाँ बिल्कुल ये लड़का खतरनाक है, क्या भरोसा इसके पेट ड्रैगन के साथ मिलकर ये अपन लोगों के खिलाफ दुश्मन बना ले। दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके की क्रिएट हो चुकी है कि ये मोटा भैंसा और भैंस ये दोनों चाहते हैं आर्ट के साथ ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे कि वो कभी भी मेज ना बन पाए और सिल्वी को जान से मार दिया जाए। एल्फ किंग और क्वीन पूरी तरीके से इसके खिलाफ में है और जो ह्यूमन किंग और क्वीन है ये दोनों पक्षों में अपना 50-50 सहमति दे रहे हैं। ह्यूमन क्वीन कोशिश कर रही होती है आर्ट के फेवर में बात करने की, लेकिन ह्यूमन क्वीन को भी ह्यूमन किंग की तरह सोचना पड़ रहा है मजबूरी में। इसी बात को लेकर इस भैंसे और एल्फ किंग के बीच में झगड़ा हो जाता है। भैंसा चिल्लाकर कहता है एल्फ तुम यहाँ पर बैठे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बराबरी के हो। क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारी नाकाबिलियत के चलते तुमने खुद का एक लांस खो दिया है। ह्यूमन क्वीन कहती है डोसिट तुम कुछ ज्यादा ही कह रहे हो। एल्फ क्वीन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतने में आर्ट कहता है मेजिस्टीज क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। भैंसा चिल्लाकर कहता है तुम्हें जब तक ना कहा जाए तब तक चुपचाप रहो। आर्ट कहता है मेजिस्टीज अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो मेरा यहाँ पर खड़े रहने का कोई पॉइंट ही नहीं है। कम से कम मुझे इतना मौका दीजिए कि मैं बता सकूं कि वहाँ पर क्या हुआ था और क्यों हुआ था। भैंस कहती है ये लड़का सही कह रहा है। और दोस्तों अगर भैंस की बात सुनकर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये आर्थर की बात सुनना चाहती है तो ना मुन्ना ना। भैंस कहती है ये लड़का सही कह रहा है, आखिर एक कैदी का यहाँ पर क्या काम। ऑल्फ्रेड इसे ले जाओ और ले जाकर लॉक कर दो। एल्फ किंग कहते हैं डोसिट ग्लोडेरा ये काउंसिल तुम्हारी नहीं है जो कि तुम ऑर्डर देते फिर रहे हो।
ऐसा कहते हुए एल्फ किंग आया को आगे कर देते हैं। भैंसा चिल्लाकर कहता है, एल्फ पीछे रहो, भूलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लांस बचा है। ऐसा सुनकर एल्फ किंग मजबूरी में शांत हो जाते हैं और आया को पीछे कर देते हैं और ऑल्फ्रेड आर्थर को लेकर चला जाता है और बंद कर देता है। यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, इसी कारण से ऑल्फ्रेड कहता है, बच्चे हम लोग टाइम टाइम पर यहाँ पर आते रहेंगे। जैसे ही ऑल्फ्रेड आर्थर को इतना कहकर यहाँ से चला जाता है, भाई साहब अपन लोग सुनते हैं डायरेक्टर सिंथिया की आवाज, जो कि कहती है, आर्थर क्या ये तुम हो? और दोस्तों ये आवाज आ रही होती है बगल वाले शेल्फ यानी कि जेल में से ही। आर्ट डायरेक्टर सिंथिया की आवाज सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि डायरेक्टर सिंथिया कई दिनों से यहीं पर बंद है। अब दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया है और हैरानी की बात यह है कि आखिर डायरेक्टर यहाँ पे कैसे पहुंच गई। दोस्तों इस वाले वीडियो में मेरा सबसे ज्यादा दिमाग खराब हुआ है ड्वार्फ किंग और क्वीन के ऊपर। भाई क्या ही तो एकदम अजीबी खोपड़ी के लोग हैं, कहीं बचपन में गिर विर तो नहीं गए थे सिर के बल। आर्ट और डायरेक्टर के बीच में काफी सारी बातचीत हो चुकी है। आर्ट अपने मन में कहता है, डायरेक्टर सिंथिया ने बताया कि वो काफी दिनों से यहीं पर बंद है और मैं अपनी साइड से डायरेक्टर सिंथिया को सब कुछ ही बता चुका हूँ कि एकेडमी के साथ क्या हुआ है। लेकिन एक बात अभी भी मुझे समझ में नहीं आई है कि आखिर काउंसिल ने डायरेक्टर सिंथिया को बंद करके क्यों रखा है। डायरेक्टर कहती है, कुछ ही बातें थी जिन्हें कि मैं कंफर्म करना चाहती थी और अब मुझे सब कुछ ही समझ में आ गया है। जो कुछ भी ये हो रहा है ये होना ही था, लेकिन काफी जल्दी हो रहा है। वो लोग अपने प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। आर्ट कहता है, आप क्या कहना चाहती है और आखिर वो कौन लोग हैं? डायरेक्टर इस बात का कोई जवाब नहीं देती, इसीलिए आर्ट कहता है, मुझे लगता है मैं भी समझ पा रहा हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ काश वो गलत हो। डायरेक्टर कहती है, आर्थर मुझे माफ करना, क्योंकि जो कुछ भी मैं जानती हूँ वो तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे चुप रहने के लिए कहा गया है और मैं मजबूर हूँ। दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टर सिंथिया को कोई न कोई डीप बात पता है जो कि वो आर्थर को नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने आर्थर को एक बात बताई होती है। वो बात यह है कि काउंसिल किसी बात को लेकर अपने आप को बचाने के लिए सारे के सारे गुनाह डायरेक्टर सिंथिया के ऊपर डालने वाली है। एकेडमी के ऊपर ड्रेनिव ने जो हमला किया था उसका इल्जाम भी डायरेक्टर के सिर पे आएगा। डायरेक्टर कहती है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं मैजिक और ताकत किसी भी तरीके से इस बात का सामना नहीं कर सकती हूँ। डायरेक्टर की बातें सुनकर आर्थर को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद भी बेबस है, वो ना तो खुद को बचा सकता है ना ही डायरेक्टर को। और दोस्तों सबसे हैरानी की बात यह है, डायरेक्टर ने काउंसिल का नाम लिया है और काउंसिल में एल्फ किंग और क्वीन भी आते हैं, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छे हैं। अब दोस्तों कोई भी ये मत कहना कि वो दोनों भी बुरी साइड पर है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उन दोनों पे भरोसा है। इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं ह्यूमन किंग को, जो कि एक जगह पर बैठे बैठे पी रहे होते हैं। इतने में ही चिल्लाते हुए मोटा भैंसा यहाँ पर आ जाता है और कहता है, ग्लाइडर ये क्या है, अपने बीच में तो एग्रीमेंट हुआ था ना। ह्यूमन किंग कहते हैं, डोसेड मुझे एग्रीमेंट का अच्छे से पता है, चिंता मत करो, मैं और मेरी वाइफ तुम्हारे ही साथ है। लेकिन जो बातें तुम उस लड़के के खिलाफ कह रहे हो, उस लड़के के खिलाफ जिसने की फ्यूचर जनरेशन को बचाया है, साथ ही साथ मेरे बच्चों को भी, इस बात में तुम मुझे तुम्हारी साइड में मत मानो। मोटा चिल्लाकर कहता है, तुम किस जनरेशन की बात कर रहे हो? अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कोई फ्यूचर जनरेशन बचेगी ही नहीं। अगर हमें इस कॉन्टिनेंट का फ्यूचर देखना है तो ऐसे में आर्थर और उसके बॉन्ड को उसके पास जाना ही होगा। ह्यूमन किंग कहते हैं, मुझे भी इस बात का अच्छे से पता है कि दाव पे क्या लगा है, तुम्हें भी इस बात का रियलाइज होना चाहिए कि अपन लोग अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को धोखा दे रहे हैं। मोटा कहता है, इसमें धोखे की कौन सी बात है, ये कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से तबाह होने वाला है, यहाँ पर कोई बचेगा ही नहीं जिसे कि अपन लोगों ने धोखा दिया हो। अपन लोग सिर्फ इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि अपने लिए क्या जरूरी है,
इस बात में कुछ भी गलत नहीं है। ह्यूमन किंग कहते हैं तुम चाहो कुछ भी कह लो, लेकिन इसका मतलब तो यही निकल रहा है अपन खुद को बचाने के लिए अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। मोटा कहता है मुझे तो सब बढ़िया लग रहा है, अपन लोग जिंदा रहेंगे और उसके ही कॉन्टिनेंट में रहकर उसकी सेवा करेंगे। ह्यूमन किंग कहते हैं और अपने लोगों का क्या पता नहीं, वो डार्व और सेपन के साथ क्या करेगा और एल्नोर के साथ क्या होगा। हाथी का बच्चा कहता है वो एल्फ तो हमेशा ही सही रास्ते पर चलते रहते हैं, उन लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि एक असली लीडर होने का मतलब क्या होता है। ग्लाइडर जरा सोच के देखो, जब वो यहाँ पर आएगा वो अपने साथ कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और चीजें लेकर आएगा। अमरता, ताकत और दौलत, इतनी दौलत जो कि कभी खत्म ही ना हो। इतने में ही ह्यूमन किंग गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं बस बहुत हो गया है, कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ। मैं उसकी बात सिर्फ मेरी फैमिली के कारण से मान रहा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो कि लालच के कारण से मान रहा है। क्या तुमने एक बार भी इस बारे में सोचा है कि जब वो यहाँ पर आ जाएगा वो तुम्हारे लोगों के साथ क्या करेगा? इसके अलावा मेरी वाइफ का प्यार बच्चों के कंपैरिजन में किंगडम के लिए ज्यादा है, उसे किंगडम की ज्यादा चिंता हो रही है। और जिस तरीके से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी ड्यूटी ये है कि मैं ग्लाइडर ब्लड को आगे बढ़ाऊं। काश जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इस बात को लेकर मेरे पूर्वज मुझे माफ कर दे। ये सब देखते हुए मोटा यहाँ से चला जाता है और ह्यूमन किंग परेशान होकर काफी सारी बातें अपने मन में सोचने लग जाते हैं, जिससे कि अपन को ये पता चलता है ह्यूमन किंग डिकेथिन के स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बनना चाहते थे, जिससे कि उनके पूर्वजों को उनके ऊपर प्राउड फील हो। लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी किंग रेड स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए थे, जिस कारण से उन्हें अपनी वाइफ यहाँ तक कि बच्चों से भी थोड़ी थोड़ी जलन होने लग गई थी। ह्यूमन किंग के फादर यानी कि पुराने किंग ताकत के लिए एकदम अंधे हो चुके थे, लेकिन ह्यूमन किंग को शुरुआत से ही पता था कि उन्हें ताकत की जरूरत क्यों है। ह्यूमन किंग ताकतवर इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि वो शांति को मेंटेन रखना चाहते थे, ताकि वो अपने लोगों और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। इसी कारण से ह्यूमन किंग ने अपने फादर को जान से मार दिया था, क्योंकि वो बुरे बन चुके थे। यही सब बातें सोच सोच कर ह्यूमन किंग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। ह्यूमन किंग फ्रस्ट्रेट होकर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं बच्चे मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी कुर्बानी जरूरी है इस कॉन्टिनेंट और मेरे भले के लिए। दोस्तों जैसा कि अपन देख पा रहे हैं ह्यूमन किंग भी गलत साइड पर है, लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं ये ड्वार्फ किंग जितना बुरा नहीं है। ह्यूमन किंग के पास एक जेन्युइन रीजन है, ये सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं। हालांकि ये बात भी पूरी गलत है कि खुद की फैमिली के लिए अपने लोगों को धोखा दे देना, लेकिन ह्यूमन किंग को शायद से बहुत अच्छे से अंदाजा है कि जो इनका आने वाला दुश्मन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसके खिलाफ में ये कुछ नहीं कर सकते। खैर दोस्तों स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट होता है और अपन देखते हैं आर्ट का एक डरावना सपना चल रहा होता है। आर्ट किसी डरावने किले की दीवार को चढ़ रहा होता है, जहां पर वो देखता है अपनी फैमिली की मुंडिया जो कि खतरनाक तरीके से एक जगह पर टंगी हुई है। आर्ट ये नजारा देखकर काफी डर जाता है और नीचे गिर जाता है। इस कारण से आर्ट की नींद खुल जाती है। जैसे ही आर्ट की नींद खुलती है अपन देखते हैं यहाँ पर लांस आया आ जाती है, जो कि गुप्त तरीके से आर्ट को एक लेटर दे देती है। आया इस लेटर को देकर यहाँ से चली जाती है, जो कि भेजा होता है एल्फ किंग ने, और इस लेटर के अंदर लिखा होता है एल्फ किंग ने जो भी बातें हुई थी ड्वार्फ और ह्यूमन किंग के बीच में उन्हें सुन लिया है। आर्ट के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, क्योंकि एकेडमी के साथ जो भी हुआ है उसका पूरा इल्जाम बहुत ही जल्द डायरेक्टर सिंथिया के सिर पर आने वाला है। साथ ही साथ वो लोग आर्थर को किसी बंदे को सौंपने वाले हैं। एल्फ किंग ने एक और काम किया है कि उन्होंने आर्ट की पूरी फैमिली को सेफ जगह पर पहुंचा दिया है, और वो जगह है रिनिया का घर। लेटर के आखिरी में लिखा होता है आर्थर मुझे माफ करना, क्योंकि इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ।
तुम्हारा भरोसेमंद आल्डविन। दोस्तों, भले ही सिचुएशन कैसी भी आ रही हो, लेकिन एक बात तो है, इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर ऐसा एक भी एल्फ नहीं है जो कि बुरा इंसान है। सीरीज के स्टार्टिंग में अपन लोगों ने फेरित को देखा था, जो कि लग रहा था कि ये बुरा इंसान है, लेकिन दोस्तों फेरित उतना ही अच्छा बंदा निकला। पूरा का पूरा जो एल्फ किंगडम है, उन लोगों के लिए मेरी रिस्पेक्ट दिल से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे ही आर्ट इस लेटर को पूरा पढ़ लेता है, अपन देखते हैं यहाँ पर बेरन आ जाता है आर्ट को लेने के लिए। बेरन और आर्ट काउंसिल के बाहर वेट कर रहे होते हैं अंदर जाने के लिए। तभी बेरन कहता है, मैं इस बात का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही तुम्हें जेल होगी, तुम्हारी फैमिली का भी मैं वैसा ही हसर करूंगा जैसा कि तुमने मेरे भाई का किया है। आर्ट कहता है, सच में क्या तुम एक 13 साल के बच्चे के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत कर रहे हो? बेरन गुस्से में आर्ट का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। आर्ट कहता है, वाओ, लांस बेरन मासूम फैमिलीज को धमका रहा है अपने घटिया भाई का बदला लेने के लिए। वो तुम्हारा भाई ही था जिसने खुद की मर्जी से गलत रास्ता चुना और कई सारे बेकसूर बच्चों की जान ले ली। ऐसा सुनकर बेरन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो आर्ट को जोर से जमीन पर पटक देता है और इतने में ही काउंसिल हॉल का गेट खुल जाता है। अंदर की साइड से आवाज आती है कि डायरेक्टर सिंथिया की कोई भी बात नहीं सुनी गई होती है और उन्हें सभी लोगों के सामने जान से मारने की सजा मिली है। जैसे डायरेक्टर सिंथिया यहाँ से क्रॉस होती है, आर्थर के पास कुछ भी नहीं होता कहने और सुनने के लिए। इसके बाद आर्ट का नंबर आता है और मोटा भैंसा कहता है, तुमने जो किया था वो अच्छे कारण से किया था, इसीलिए तुम्हें ज्यादा सजा नहीं दी जा रही है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम अब कभी भी मेज नहीं बन सकते और जब तक अगला नोटिस नहीं आता तुम्हें जेल में बंद रखा जाएगा। आर्ट को पता होता है कि ये लोग बहुत जल्द आर्ट को किसी बंदे को सौंपने वाले हैं, लेकिन फिर भी आर्ट कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे बॉन्ड का क्या होगा? आर्ट जैसे ही इतना कहता है, अपन देखते हैं मोटी भैंस अपने खूंटे से छूट जाती है और चिल्लाकर कहती है, काउंसिल पहले से ही तुम पर मेहरबान है, इसके बावजूद भी तुम ज्यादा की डिमांड कर रहे हो। एल्फ किंग कहते हैं, आर्थर तुम मेज नहीं बन सकते, इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने बॉन्ड को भी नहीं रख सकते हो। इतने में ही भैंसे का बच्चा बड़े प्यार से कहता है, लड़के तुम चिंता मत करो, काउंसिल को बहुत अच्छे से पता है कि उस तरीके का क्रीचर कितना ज्यादा स्पेशल है, उसे बहुत ही अच्छे से सही हाथों में रखा जाएगा। ऐसा कहते हुए आर्थर को दोबारा से जेल में बंद कर दिया जाता है। आर्ट अपने मन में कहता है, मुझे इस बात में कोई भी डाउट नहीं है, ग्रे सैंडर्स बहुत ही खुशी खुशी व्रिट्रा का साथ दे रहे हैं। जैसे ही आर्ट अपनी जेल में वापस पहुंच जाता है, भाई साहब अपन लोग देखते हैं यहाँ पर असुरा पहले से ही मौजूद होता है। वैसे दोस्तों, असुरा पर्टिकुलरली एक क्लेन है किसी प्रजाति की तरह। अगर इस बंदे का पर्टिकुलर नाम देखा जाए तो वो है विंडसम। दोस्तों, विंडसम एक अकेला बंदा है जो कि फिलहाल की सिचुएशन में आर्थर के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। अपन लोग देखते हैं विंडसम के हाथों में सिल्वी भी होती है। सिल्वी को वेरे ने किसी जगह पर बंद करके रखा था, लेकिन विंडसम सिल्वी को ले आया है। इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है भैंसे और भैंस के ऊपर, जो कि वाइन पीते हुए बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। भैंसा कहता है, ग्लोडेरा एक बार सोच के देखो, उसने अपन लोगों को चुना है अपने लोगों के साथ इस कॉन्टिनेंट को रूल करने के लिए। यह दौर बहुत ही जल्द बदलने वाला है, कितनी बेहतरीन बात है ये। भैंस कहती है, डियर क्या वो बंदा सचमुच में इतना ज्यादा ताकतवर है? भैंसा कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने अपने टाइम में बहुत सारे खतरनाक मानाबिस्ट का सामना किया है और कई बार मौत का सामना किया है, लेकिन उस शख्स के सामने जितना डर मुझे लगा था उतना डर मुझे जिंदगी
जिंदगी में किसी के भी सामने नहीं लगा था। जब मैं उससे पहली बार मिला था मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास हुआ जैसे कि मैं किसी गॉड से मिल रहा हूँ। उसने अभी तक उसके उद्देश्य को हासिल नहीं किया है लेकिन फिर भी उसने अपन को चुना है। ये कितनी बेहतरीन बात है। आल्डविन और ब्लेन दोनों ही बकवास करते रहते हैं कि अपन किंग्स, अपन लोगों में कमी है इस कॉन्टिनेंट को संभालने के लिए। एक समय पर मैं उन दोनों से ही ज्यादा ताकतवर था लेकिन फिर भी ऐसा कहते हुए भैंसा एकदम से ही चुप हो जाता है। भैंसा अपने मन में कहता है, अरे हाँ, इसे तो उस बारे में नहीं पता है। एक घटना के कारण से मुझे रुकना पड़ा था, नहीं तो मैं आज ऑरेंज कोर से भी आगे होता। मेरा माना कोर परमानेंटली डैमेज हो गया क्योंकि एक घटिया मेज ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और वो भी सिर्फ इतनी सी बात को लेकर कि उसने मुझे उसकी वाइफ के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ लिया था। टॉर्चर करना और उन्हें जान से मार देना इतना भी काफी नहीं था इस बात के लिए जो कि उन्होंने मेरे साथ किया। दोस्तों जो इस भैंसे ने अभी अभी कहा है उस बात को लेकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भैंसा किसी लेडी के साथ जबरदस्ती गलत हरकत कर रहा था और उसके हस्बैंड ने इसके माना कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो कपल कोई और नहीं बल्कि एलिजा के मदर फादर निकले क्योंकि एलिजा भी ड्वार्फ किंगडम में ही था और ये मोटा भी एक ड्वार्फ है। भैंस कहती है, ओ डियर, क्या तुम्हें पता है अपने लोग तुम्हें कितना ज्यादा मानते हैं? भैंसा कहता है, हाँ बिल्कुल, उन्हें मेरा आदेश मानना पड़ता है। अगर 2 लांस मेरे कंट्रोल में ना होते तो ऐसे में वो लोग मेरे खिलाफ बगावत करते और मुझे राजगद्दी से हटा देते। भैंस कहती है, अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो अपने पास ताकत है लांसेस की कि अपन किसी को भी जान से मरवा सकते हैं। ऐसा कहते हुए ये लोग फिर से जश्न मनाने लग जाते हैं कि इन लोगों को क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, धन दौलत, अमरता, ताकत। भैंसा एकदम लास्ट में कहता है, और हाँ, फर्टिलिटी भी। ऐसा कहते हुए ये भैंसा और भैंस, भाई बुढ़ापे में तो शांति पकड़ लो, ये दोनों यहाँ पर अपना क्रियाक्रम शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, इन दोनों के पास फर्टिलिटी भी नहीं होती, इसी कारण से इनके पास कोई बच्चा या बच्ची नहीं है। जैसे ये लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे होते हैं, भाई साहब यहाँ पर एक खतरनाक बंदे की एंट्री हो जाती है जो कि इनके सारे गार्ड्स को मारते हुए आ रहा होता है। भैंसा चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? क्या तुम्हें पता है मैं हूँ कौन? यह बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम ऐसी गंदगी हो जिसे कि मुझे साफ करने के लिए कहा गया है। भाई कौन है ये बंदा? इस बंदे की बात मेरे को इतनी ज्यादा अच्छी लगी है कि नाचने का मन हो रहा है। जैसे ये बंदा अपना अटैक रेडी करता है और इन दोनों के ऊपर मारता है, अपन देखते हैं ऑल्फ्रेड आ जाता है और इन दोनों भैंसा भैंस को बचा लेता है। सामने वाला खतरनाक बंदा कहता है, बिना किसी कारण के मैं किसी को नहीं मारना चाहता, मैं सिर्फ ग्रे संडर्स को मारने के लिए आया हूँ। ऐसा सुनते ही ऑल्फ्रेड अपने मैग्मा सोल्जर्स बना लेता है और इस बंदे पे हमला कर देता है, लेकिन ये बंदा सिर्फ हल्का सा अपना हाथ आगे करता है और ऑल्फ्रेड के सारे सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। यह देखते हुए ऑल्फ्रेड अपने आप को एक पावरफुल आर्मर से कवर कर लेता है और उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। भैंसा और भैंस ये देखकर खुश हो जाते हैं कि अब सामने वाले बंदे का खेल खत्म है, लेकिन ये सामने वाला बंदा एक पावरफुल शील्ड का इस्तेमाल करता है जिससे कि ऑल्फ्रेड उड़ के पीछे चला जाता है और ढेर हो जाता है। यह बंदा कहता है, एक लेसर बीइंग होने के हिसाब से तुम्हारी स्किल्स लाजवाब है, तुम्हारी स्किल्स फ्यूचर में इस कॉन्टिनेंट का भला करेगी, लेकिन अभी नहीं। ऐसा कहते हुए ये बंदा एक और बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है। इस कारण से ऑल्फ्रेड बेहोश हो जाता है। इतने में ही अपन देखते हैं यहाँ पर ड्वार्फ किंगडम की दूसरी लांस भी आ जाती है। ये लांस एक वेपन की मदद से पावरफुल हमला करती है, लेकिन ये बंदा इससे भी बच जाता है। नई वाली इस लांस का नाम होता है मीका, जो कि कहती है, मीका को माफ करना, मीका थोड़ी सी लेट हो गई, मीका इस घुसपैठिए को संभाल लेगी, मीका के वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहते हुए मीका इस बंदे के ऊपर एक और तगड़ा हमला कर देती है, लेकिन ये ब्लैक ड्रेस वाला बंदा इस हमले से भी बच जाता है और कहता है, तुम्हारा ग्रेविटी कंट्रोल तो लाजवाब है। मीका ये देखकर काफी हैरान हो जाती है
और अपने मन में कहती है आखिर इतनी आसानी से ये मूव कैसे कर पा रहा है। इसकी बॉडी का वेट फिलहाल में 4000 किलो से भी ज्यादा हो चुका है। ब्लैक ड्रेस वाला बंदा कहता है क्या यही तुम्हारी लिमिट्स है। ऐसा सुनते ही मीका अपने वेपन को और भी बड़ा कर लेती है और कहती है मीका की कोई लिमिट नहीं है और एक पावरफुल हमला कर देती है। लेकिन बीच में ही ब्लैक ड्रेस वाला बंदा सिर्फ एक उंगली की मदद से मीका को भी पूरी तरीके से ढेर कर देता है। यह देखते हुए भैंसा बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी भैंस चिल्लाकर कहती है मेरे हस्बैंड बहुत जल्द एक पावरफुल डीईटी से मिलने वाले हैं, उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं। इतने में ही भैंसा खुद का और अपनी वाइफ का सर जमीन पे लगा देता है और इस बंदे के सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है जिंदा बचने के लिए। यह बंदा कहता है कोई भी डीईटी एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ असुरा एग्जिस्ट करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ एग्रोना ने खुद के लिए बहुत ही बेकार प्यादे चुने हैं। ऐसा सुनते ही भैंसा गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लग जाता है जिंदा रहने के लिए। असुरा कहता है ठीक है फिर अगर ऐसी बात है तो अपने दोनों लांसेस को अपनी ओत से मुक्त कर दो। भैंसा बहुत ही ज्यादा डरा होता है और उसकी जान दांव पर लगी होती है। इसी कारण से वो अपने दोनों लांसेस को फ्री कर देता है। जैसे ही भैंसा दोनों लांसेस को अपनी ओत से आजाद करता है, अपन देखते हैं ये असुरा भैंसे और भैंस दोनों को ही जान से मार देता है। भाई साहब दोस्तों, इस पूरी की पूरी सीरीज में ये मेरा सेकेंड सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट चैप्टर है। ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट नंबर पे ल्यूकस मरा था वो चैप्टर और सेकेंड पे ये वाला। भाई ये असुरा बंदा कितना ज्यादा ताकतवर है, इसने 2 लांसेस को सिर्फ 2 सेकंड में ही निपटा दिया। जरूर से विंसम भी इतना ही पावरफुल असुरा है और इन लोगों के बारे में जानने में काफी मजा आएगा। और दोस्तों रही बात इस भैंसे और भैंस की जोड़ी की, दोस्तों मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम लोगों को भी इस बंदे के खिलाफ नफरत हुई है मेरे एक्सप्लेनेशन के कारण से, लेकिन जब मैं खुद से इन चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मुझे जेन्युइनली ड्वार्फ किंग और क्वीन के खिलाफ बहुत ही ज्यादा नफरत हो चुकी थी। डेफिनेटली ये दोनों बंदे ऐसी या फिर इससे भी बेकार मौत को डिजर्व करते थे। खैर दोस्तों अब आने वाले वीडियोस में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। में अपन देखते हैं विंसम कहता है तुमने जो कुछ भी अकेडमी के लिए किया वो एक अच्छा काम है, लेकिन तुम्हें खुद की और लेडी सिल्वी की सेफ्टी इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना था। आर्ट कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी में कई सारे और भी लोग हैं जिनकी की मैं खुद से ज्यादा चिंता करता हूँ। विंसम कहता है ठीक है जो हुआ उसे जाने दो, लेकिन अभी तक मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो लोग तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को क्यों ले गए। आर्ट कहता है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन एलिजा को बचाने के लिए जल्द ही मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। विंसम कहता है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारी खबर से पता चला है कि वो लोग तुम्हारे दोस्त को उनके कॉन्टिनेंट एलेक्रिया पर ले जा चुके हैं। तुम तो खुद को इस जगह से भी नहीं निकाल पा रहे हो। एलेक्रिया जाना तुम्हारे लिए सुसाइड मिशन जैसा होगा। आर्ट बहुत ही सीरियस होकर बैठ जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। काउंसिल के ज्यादातर लोग व्रिट्रा क्लैन से मिल चुके हैं, इसी कारण से मेरे पास ऑप्शन भी नहीं बचे हैं। मैं लांसेस से बचते हुए अपनी फैमिली के साथ भाग भी नहीं सकता क्योंकि वो लोग मेरे माना को ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए आर्थर को काफी गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन तभी अपन देखते हैं भाई साहब यहाँ पर बेरन आ जाता है। बेरन एक सीरियस आवाज के साथ विंसम से पूछता है आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर अंदर कैसे आ गए। जैसे ही बेरन को पता चलता है कि विंसम उसी बंदे के साथ है जिसने कि अभी ग्रे सैंडर्स को जान से मारा है, फटाक से बेरन विंसम के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है, लेकिन विंसम बहुत ही आसानी से बच जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, विंसम बेरन को चाइल्ड कहता है और ऐसा सुनकर बेरन को और भी गुस्सा आ जाता है। जैसे ही बेरन दूसरा अटैक करता है अपन देखते हैं विंसम बिना हाथ लगाए ही बेरन को जमीन से लगा देता है, जहां पर बेरन कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। इतने में ही यहाँ पर वेरे की भी एंट्री हो जाती है जो कि बेरन से कहती है शांत हो जाओ,
जिससे तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो वो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक डीईटी है। वेरे विंसम से कहती है जो कुछ भी हुआ प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमारे किंग आपसे मिलना चाहते हैं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। इसी के साथ आर्ट और विंसम चले जाते हैं काउंसिल के पास, जहां पर कि वो नया असुरा भी मौजूद होता है जिसने भैंसा भैंस को मारा है। असुरा कहता है जो भी मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम एल्डिर है और मैं आप लोगों से सरल भाषा में कुछ कहना चाहता हूँ। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि व्रिट्रा क्लैन के खिलाफ होने वाली वॉर में आप लेसर बींग्स टिक पाओ। काउंसिल के जो भी लोग व्रिट्रा से मिले हुए थे, मैं उन लोगों को खत्म कर चुका हूँ और सभी अननेसेसरी डिसीजंस को हटा दिया गया है। अपन लोग ह्यूमन किंग और क्वीन का चेहरा देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों बुरे नहीं है, इसी कारण से इन लोगों को रिग्रेट हो रहा होता है जो कुछ भी इन लोगों ने किया। ह्यूमन किंग कहते हैं यूर मेजेस्टीज, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? आप असुरास इतने ज्यादा ताकतवर है तो आप खुद ही व्रिट्रा को खत्म क्यों नहीं कर देते? एल्डिर कहते हैं ये कॉम्प्लिकेट बात है। व्रिट्रा के अंडर में जो 3 क्लैंस मिली हुई है वो पहले असुरा हुआ करती थी। अगर हम असुरास के बीच में इतने बड़े लेवल पे फाइट होगी तो ऐसे में पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। इसीलिए हम दोनों साइड के असुरा ने ट्रीटी को बनाया है, जिस कारण से हम हायर बीइंग्स डायरेक्टली इस लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इतने में आर्ट कहता है एक मिनट रुकिए जरा, तो जो आपने ग्रे संडर्स को खुद से मारा है क्या ये बात उस बात के खिलाफ नहीं है? विंसम कहता है नहीं, इतनी सी बात को लेकर हड़बड़ाहट में वो लोग ट्रीटी को ब्रेक नहीं करेंगे। इतने में आर्ट को लांस एलिया की याद आ जाती है और गुस्सा करते हुए कहता है आखिर वो ब्लैक होन वाले डीमंस हमला क्यों कर रहे हैं, उन्हीं के कारण से लांस एलिया मारी गई। ऐसा सुनते ही एल्फ किंग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आर्थर आखिर इस बारे में तुम्हें कैसे पता? इतने में एल्डिर कहते हैं बॉय मैं देख पा रहा हूँ जब विंसम ने मुझे बताया कि तुम सिंपल नहीं हो वो बात सच है और तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि वो मॉन्स्टर्स कोई असुरा नहीं है, वो लेसर बींग्स है जिनके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। एल्फ क्वीन कहती है तो एलेक्रिया के पास ऐसे मॉन्स्टर्स है जो कि लांसेस तक को भी मार सकते हैं, ऐसे में हम लोग जीत कैसे पाएंगे? एल्डिर कहते हैं वैसे मॉन्स्टर्स एग्रोना के लिए खास है और लिमिटेड है, इसी कारण से बिना सोचे समझे अब वो उनका इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आने वाली वॉर में आप लोग मुझे जनरल मान सकते हो, यही चीज इस वॉर में असुरास बेस्ट कर सकते हैं इस कॉन्टिनेंट के लिए। दोस्तों अगर ये बंदा डिकेतिन की साइड से लड़ने वाला है तो फिर तुम लोग सोच सकते हो लड़ाई का लेवल कितना खतरनाक होने वाला है। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं विंसम आर्ट को बाहर ले आता है और कहता है अब टाइम आ चुका है, तुम्हें अपनी फैमिली को गुड बाय करना होगा क्योंकि मैं तुम्हें और लेडी सिल्वी को असुरास के होमलैंड इफेटस में ले जाने वाला हूँ। तुम्हारी ट्रेनिंग को शुरू करना होगा इफेटस में। ऐसा सुनकर आर्ट रुक जाता है और हैरान हो जाता है। अगले सीन में अपन देखते हैं ये दोनों जंगल में होते हैं और रीनिया के घर के पास पहुंचने में होते हैं। तभी विंसम कहता है मुझे बताओ जब मैं इफेटस और ग्रेट 8 के बारे में तुम्हें बता रहा था तब तुम ध्यान से सुन रहे थे या नहीं? आर्ट कहता है हाँ तुमने बताया था कि इफेटस में असुरास की टोटल 8 प्रजातियां हैं। हर एक प्रजाति की कई सारी क्लेन्स है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक क्लेन को ही सबसे ऊपर माना जाता है जो कि टोटल हाई 8 प्रजातियां होती है। दोस्तों बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इफेटस में 8 तरीके के असुरा मौजूद है। 8 तरह के असुरास के अंदर कई सारी क्लेन्स आती है और उनमें से भी 8 बेस्ट क्लेन्स है जो कि टॉप पर है। अब दोस्तों व्रिट्रा भी एक क्लेन है जो कि बेसिलिक रेस से आती है और बेसिलिक रेस भी जरूर से असुरा की प्रजाति है। आर्ट कहता है मैं एक बात अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ, आखिर सिल्विया इन सब में कैसे पड़ गई और डिकेतिन कैसे पहुँच गई? ऐसा सुनकर विंसम सीरियस हो जाता है और कहता है आर्थर
जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम तक ही रहना चाहिए। ये एक ऐसी बात है जो कि इंड्रेथ क्लैन में भी कुछ खास लोगों को ही पता है। उस टाइम पर लेडी सिल्विया ने एक बेस्ट टीम के साथ ट्रेवल किया था एग्रोना को हराने के लिए। इस काम में खतरा बहुत ही ज्यादा था, इसी कारण से लॉर्ड एंड्रेथ ने लेडी सिल्विया को मना कर दिया था, लेकिन फिर भी लेडी सिल्विया धोखे से चली गई। इसके बाद में वो पकड़ी कैसे गई और आखिर वो हम लोगों से भी क्यों छुप रही थी, इस बारे में मुझे खुद नहीं पता। आर्ट कहता है अच्छा फिर उन असुरास के साथ क्या हुआ जो कि सिल्विया के साथ गए थे एग्रोना को हराने के लिए। विंसम सीरियस होकर कहता है वहां पर ऐसा कुछ हुआ जिसकी कि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। एग्रोना पहले से ही एक बड़ी टीम के साथ इंतजार कर रहा था और उसकी टीम में वैसे मॉन्स्टर्स भी मौजूद थे जो कि ब्रीडिंग करके तैयार किए गए थे। एफेटस से जितने भी लोग गए थे वो या तो पकड़े गए या फिर मारे गए। लड़ाई के बाद खुद एग्रोना लॉर्ड एंड्रेथ के सामने गया और उन्हें खबर दी कि लेडी सिल्विया मारी जा चुकी है। लॉर्ड एंड्रेथ पूरी तरीके से तैयार हो गए थे वॉर करने के लिए, लेकिन बाकी क्लेंस के कारण से ट्रीटी साइन करनी पड़ी, क्योंकि अगर हम सभी लोग साथ मिलकर बेसिलिस का सामना करते तो ऐसे में बेकसूर लोगों को भी बहुत ही ज्यादा समस्या आती। कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी की पूरी रेस को नहीं मिलनी चाहिए, इसी कारण से आज ये टाइम आ चुका है। विंसम से ये सारी बातें सुनकर आर्ट के मन में एक डाउट आता है, जिससे कि वो सार्केस्टिक तरीके से पूछता है क्या असुरा मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं इस बैटलफील्ड में। विंसम कहता है अगर तुम इस बात को इस तरीके से देखो कि तुम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हो तो अपन दोनों के लिए ज्यादा बेटर होगा। और अब फैमिली की बात आ चुकी है, इसीलिए क्या तुमने सोचा है कि तुम अपनी फैमिली के सामने ये सारी बातें कैसे रखोगे। विंसम के ऐसा पूछते ही आर्ट रीनिया के घर में चला जाता है और अपनी फैमिली से मिलता है। एकदम से ही आर्ट की फैमिली एक बहुत ही खतरनाक प्रेजेंस को फील करती है जो कि होती है विंसम की। इसी के साथ आर्ट सभी लोगों को विंसम से इंट्रोड्यूस कराता है। आर्ट अपनी फैमिली को सिर्फ इतना बताता है कि विंसम ने मेरी जान बचाई है और ये मेरे टीचर है। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट एलिस और रे के साथ बैठ जाता है और उन लोगों से प्राइवेटली कहता है मेरे पास काफी कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन मैं एक ऐसी बात से शुरुआत करता हूँ जो कि मैं आपको काफी लंबे समय से बताना चाहता था। इनफैक्ट तब से जब से कि मैं इस वर्ल्ड में आया था। ऐसा सुनकर एलिस हैरान हो जाती है और कहती है आखिर ये क्या कह रहे हो तुम। आर्ट कहता है मेरी बात का विश्वास कीजिएगा, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मेरा ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, मतलब कि रीबॉर्न। न जाने किस कारण से, लेकिन मैं अपनी दुनिया से इस दुनिया में लाया गया हूँ। ऐसा सुनते ही एलिस काफी घबरा जाती है और कहती है आर्थर आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ हो गया है। अपन देखते हैं रे सिचुएशन को बेटर तरीके से समझ पा रहा होता है, इसी कारण से कहता है वो जो भी कह रहा है उसे कहने दो। जैसे ही आर्ट अपनी साइड की सारी स्टोरी सुना देता है एलिस के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और वो कुछ भी नहीं समझ पा रही होती। रे अपने आप को संभालते हुए बीच बीच में कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, लेकिन तभी एलिस हंसने लग जाती है बहुत ही ज्यादा रोते हुए। एलिस कहती है मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, ये एक जोक है ना, तुमने तो बहुत अच्छे से हमें फंसा लिया। आर्थर जो कुछ भी तुमने कहा ये एक बुरा मजाक है ना। आर्थर जवाब देता है नहीं, ये कोई भी मजाक नहीं है। ऐसा सुनते ही एलिस के दिमाग में पूरी की पूरी मेमोरीज घूम जाती है और वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। एलिस बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और आर्थर इन दोनों को छोड़कर बाहर चला जाता है। तभी अगले सीन में अपन देखते हैं रे बाहर आता है और एली से कहता है एलिस के पास जाने के लिए। तभी एली जाते हुए आर्ट को गले लगाती है। एली कहती है ब्रदर अगर तुम कहीं पर भी जाते हो तो तुम्हारा जाना तो मैं नहीं रोक सकती, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि लौट कर वापिस आना कभी मत भूलना। अगले सीन में अपन देखते हैं थोड़ी देर बाद रे और आर्ट साथ में चल रहे होते हैं,
तभी रे कहता है तुम्हारी मदर को बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन फिलहाल में वो सो रही है। तुमने जो कुछ बताया अब वो सब कुछ ही सेंस बना रहा है कि तुम इतना जल्दी अवेकन कैसे हो गए और तुम इतने अच्छे फाइटर कैसे हो। आर्ट रे की आवाज को फील कर पा रहा होता है, इसी कारण से आर्ट कहता है क्या आप ठीक है। ऐसा सुनते ही एकदम से रे बहुत ही गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है बिल्कुल भी नहीं। आर्थर या फिर ग्रे जो भी तुम्हारा नाम है, तुम्हें क्या लगता है ये कोई छोटी मोटी न्यूज है? अपनी फैमिली की तरह जितनी भी मेमोरीज है सब कुछ ही फेक है। क्या तुम जानबूझकर नाटक करते थे उस तरीके का सन बनने की जैसा कि हम चाहते थे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब तुम्हारे सामने बिहेव कैसे करूं। तुम सिर्फ 13 साल के हो लेकिन टेक्निकली मुझसे भी ज्यादा बड़े हो। और तुम्हारी मदर का क्या, जिसने कि तुम्हें बच्चा समझकर तुम्हारी पूरी देखभाल की थी, उसे कैसा फील हो रहा होगा ये जानकर कि उसने एक मिडिल एज के इंसान को अपना दूध पिलाया था। ऐसा कहते हुए रे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक पावरफुल पंच मारता है दीवार पे, जिस कारण से रे के हाथ में भी चोट आ जाती है। रे आगे कहता है क्या तुम हमारे बच्चे हो भी कि तुमने हमारे बच्चे की बॉडी पर कब्जा कर लिया है? ये सब कहते हुए रे को काफी दुख हो रहा होता है। इसी कारण से रे कहता है मुझे माफ करना, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ बहुत ही कंफ्यूज हो चुका हूँ और कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। आर्ट कहता है आप सही है और आर्ट डेड कहना चाह रहा होता है, लेकिन फिर भी वो रेनॉल्ड कहता है सच्चाई ये है कि मैं खुद भी नहीं जानता कि आखिर क्या हुआ था। हो सकता है सचमुच में मैंने आपके बेटे को रिप्लेस कर दिया। काफी लंबे समय से आपको मैं ये बताना चाहता था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ जाने से पहले। रे कहता है क्या अब तुम जाने वाले हो? आर्ट कहता है हाँ, कुछ सालों के लिए मुझे दूर जाना होगा। ऐसा कहते हुए आर्ट यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी रुक कर कहता है पुरानी लाइफ में मुझे फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब से मैं आप लोगों के साथ आया हूँ आप लोगों ने मुझे काफी कुछ सिखाया है। इसी कारण से पुरानी लाइफ के कंपैरिजन में आज मैं लाख गुना बेटर पर्सन हूँ। मैंने जितना भी दुख आप लोगों को दिया है प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और आपका धन्यवाद जो आपने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया। ऐसा कहते हुए आर्थर यहाँ से चला जाता है और रीनिया को गुड बाय करता है। रीनिया आर्ट के एक्सप्रेशंस को समझ पा रही होती है, इसी कारण से वो एडवाइस देती है खुद को संभालने के लिए और अपने आप को रेडी करने के लिए। विंसम यहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर लेता है और आर्ट जाने से पहले पूछता है विंसम क्या मेरे एक्सप्रेशंस के साथ कुछ गड़बड़ है? विंसम कहता है हाँ, तुम्हारे एक्सप्रेशंस को देखकर मुझे पेंथन असुरास की याद आ रही है। वो लोग काफी इफिशिएंट फाइटर होते हैं, इसी कारण से वो अपने इमोशंस को छुपाना सीखते हैं। विंसम के ऐसा कहते ही दोस्तों ये दोनों बंदे निकल जाते हैं अपने रास्ते पर। दोस्तों जैसा कि अपन देख पा रहे हैं इस तरीके की जितनी भी मानवास है उनमें एकदम ना के बराबर ऐसा होता है कि मेन कैरेक्टर अपनी पहली लाइफ के बारे में बता रहा हो, मतलब कि खासकर अपने पेरेंट्स को। द बिगनिंग आफ्टर द एंड एक बहुत ही शानदार स्टोरी है। ऐसे मामले में मैं देख पा रहा हूँ जिस तरीके का पेस स्टोरी पकड़ रही है, आगे तो पता नहीं क्या ही धमाका देखने को मिलेगा। अपन देखते हैं रे खुद के मन में कह रहा होता है जो कुछ भी हुआ इस कारण से मुझे खुद से नफरत हो रही है। काश मैं आर्थर को कह पाता कि जो कुछ भी हुआ ठीक है, तुम अभी भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि काश आर्थर हमें इस बारे में बताता ही नहीं तो ज्यादा बेटर होता। मुझे शुरुआत से पता था कि आर्थर बाकी बच्चों से अलग है, लेकिन शायद मेरे प्राइड के कारण से मुझे मुश्किल आ रही है इसे एक्सेप्ट करने में। शायद ये मेरा मतलबी प्राइड है जो कि ये मानते हुए आ रहा था कि मैंने एक जीनियस को पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सब सोचते हुए रे दुख से घिर जाता है
और वो बाहर रीनिया के पास आकर बैठ जाता है। रीनिया की एक बात सुनकर रे हैरान हो जाता है क्योंकि रीनिया को पहले से ही पता होता है कि आर्ट और रे के बीच में क्या चल रहा है। रीनिया कहती है, क्या तुम ऐसी इच्छा नहीं रख रहे हो कि अगर आर्थर तुम्हें कुछ भी नहीं बताता तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होता? मैं शर्त के साथ ये भी कह सकती हूँ कि जरूर से तुम ये भी सोच रहे हो कि आखिर आर्थर ने तुम्हें ये बताया ही क्यों? इसका जवाब ये है कि दिल दिमाग का बहुत ही बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन मर्दों के केस में ये दुश्मन कोई और होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मर्दों के अंदर जो दिल होता है वो हमेशा ही लॉजिक के पीछे भागता है, जिससे कि उसे बेस्ट रिजल्ट मिल सके। रे कहता है, तो क्या ऐसे में आर्थर लॉजिक की बजाय इमोशंस को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा था? रीनिया कहती है, इसका जवाब भला मैं कैसे दे सकती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन उस बच्चे को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये सब अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए किया है। ये सब बातें सुनकर रे को पहले के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर फील हो रहा होता है और इतने में ही रीनिया रे के हाथों में कुछ पकड़ा देती है। रीनिया कहती है, आर्थर के मास्टर ने मुझसे कहा कि ये तुम लोगों के लिए गिफ्ट है। तभी अपन देखते हैं दोस्तों, भाई साहब इस पोटली के अंदर होता है एक भालू का बच्चा, यानी कि एक माना बिस्ट। ये भालू का बच्चा रे को देखते के साथ कहता है, क्या रे भिख मंगिया? तभी इतने में ही अपन देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही एली आ जाती है, जो कि कहती है, पापा ये तो बहुत ही क्यूट है। एली यहाँ पर एकदम से ही आ जाती है, इसी कारण से रे चौंक जाता है। तभी अपन देखते हैं जैसे इस माना बिस्ट और एली की आंखें मिलती है, ये माना बिस्ट एली के साथ बॉन्ड हो जाता है और ये देखते हुए रे अपने मन में कहता है, मेरे खुद के पास एक पावरफुल माना बिस्ट होने का सपना ही रह गया, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर हुआ कि अब ये एली को प्रोटेक्ट करेगा। एली फटाक से इस माना बिस्ट का नाम भी रख देती है, जो कि होता है बू, क्योंकि एली को इसका चेहरा एकदम गुस्से लग रहा होता है। इतने में ही अगले सीन में अपन देखते हैं एलिस कई घंटों से सो रही होती है, लेकिन अब वो जाग चुकी है। जैसे ही एलिस को पता चलता है आर्थर जा चुका है, एलिस को काफी दुख फील हो रहा होता है कि उसने आर्थर के सामने बिल्कुल भी सही से बिहेव नहीं किया। एलिस कहती है, मैं एक बहुत ही बुरी इंसान हूँ, जो कि मैंने ये डाउट किया कि आर्थर अपना सन नहीं है। ऐसा सुनकर रे अपने मन में कहता है, मैं एलिस से कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने भी सेम ऐसा ही रिएक्ट किया था। एलिस को मुझसे भी ज्यादा बुरा फील हो रहा होगा, क्योंकि वो तो आर्थर की मदर है, इसीलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बिहेव करना होगा, जिससे कि मेरी वाइफ मुझ पर निर्भर रह सके। रे कहता है, जो कुछ भी हुआ ठीक है, अपन दोनों को बस टाइम की जरूरत है सब कुछ समझने के लिए। और ये बात आर्थर को भी पता थी, इसीलिए जाने से पहले उसने अपन दोनों को इस बारे में बताया। इतने में ही एलिस कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आर्थर अपने बेटे के ऊपर काबू नहीं करता तो अपना बेटा कैसा होता? क्या वो तुम्हारे जैसा बहादुर होता या फिर शायद से वो मेरे जैसा शर्मीला होता? रे कहता है, एलिस प्लीज ऐसी बातें मत करो और ऐसे सवाल मत पूछो, आर्थर आर्थर है। ऐसा सुनते ही एलिस बहुत ज्यादा रोते हुए कहती है, अगर तुमने नोटिस नहीं किया तो जब से अपन बात कर रहे हैं अपन लोगों ने एक बार भी आर्थर को अपना बेटा नहीं कहा। रे कहता है, अभी तो आर्थर को मैं भी कॉन्फिडेंटली अपना बेटा नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि वो अपने फैमिली का हिस्सा है। क्या तुम्हें याद है जब अपन जाइरस आ रहे थे, उस समय पर आर्थर ने खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस किया था तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए। अगर आर्थर को तुम्हारी केयर नहीं होती तो वो ऐसा कभी नहीं करता। बस टाइम की बात है, सब कुछ ही ठीक हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ जब अपन उसे दोबारा देखेंगे सब कुछ ही नॉर्मल हो जाएगा। रे की बातें सुनकर एलिस को हिम्मत मिलती है और उसे बेटर फील होता है।
तभी रे एलिस के सिर पर किस करता है और इतने में ही एली और बू भी यहाँ पर आ जाते हैं। इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट होता है और अपन देखते हैं आर्ट और विंसम पहुंच जाते हैं गॉड्स की नगरी इफेटस में। विंसम आर्ट का वेलकम करता है और उसे डायरेक्ट इंड्रेथ क्लेन के कासल में लेके चला जाता है। यह कासल हद से भी ज्यादा बड़ा होता है, मेरे ख्याल से काउंसिल वाले कासल से तो कहीं गुना ज्यादा बड़ा। आर्ट अपने मन में कहता है तो ये सिल्विया का घर है और विंसम से पूछता है क्या कोई टिप है सिल्वी के ग्रैंडफादर यानी कि ऑलमाइटी लॉर्ड, जो कि लॉर्ड्स के भी लॉर्ड है, उनसे मिलने से पहले। विंसम कहता है हालांकि सिचुएशन के बारे में मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी मैं कुछ कह नहीं सकता कि आगे क्या होगा। इसी के साथ फाइनली दोस्तों आर्ट और विंसम चले जाते हैं लॉर्ड इंड्रेथ के सामने। अपन लोग देखते हैं लॉर्ड इंड्रेथ को जो कि अकेले ही बैठे होते हैं और दोस्तों क्या ही ऑरा है इस बंदे का। लॉर्ड इंड्रेथ यहाँ पर अकेले बैठे होते हैं क्योंकि ये एक प्राइवेट मीटिंग है। आर्ट मन में कहता है मैं इन्हें बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। इतने में ही अपन देखते हैं आर्ट की ड्रैगन व्हील अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और उसे पेन फील होने लग जाता है और आर्ट के पास से सिल्वी डायरेक्ट लॉर्ड एंड्रेथ के पास चली जाती है। आर्ट का रिएक्शन देखकर लॉर्ड एंड्रेथ कहते हैं क्या मुझे इतनी भी परमिशन नहीं है कि मैं अपनी खुद की ग्रैंड डॉटर को सहला सकूं? मैं देख पा रहा हूँ इसकी ट्रेनिंग कराने के लिए तुमने कुछ नहीं किया है। इसके माना लेवल्स बहुत ही बुरी तरीके से नीचे है और जिस तरीके से ये लग रही है ऐसा लग रहा है तुमने इसे बांध कर रखा था। लॉर्ड एंड्रेथ की बात आर्ट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इतने में विंसम कहता है माय लॉर्ड मुझे माफ कीजिए, इसमें मेरी गलती है। लॉर्ड एंड्रेथ कहते हैं अब से सिल्वी का ख्याल हम खुद से रखेंगे और जैसे ही वो सिल्वी को टच करते हैं सिल्वी जाग जाती है। सिल्वी तुरंत आर्ट से पूछती है पापा अपन कहाँ पर है? आर्ट कहता है अपन काफी दूर है, तुम कैसा फील कर रही हो? सिल्वी कहती है मुझे अभी भी काफी नींद आ रही है और आर्ट से पूछकर दोबारा सो जाती है। आर्ट कहता है लॉर्ड एंड्रेथ क्या मैं जान सकता हूँ मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? मेरी ट्रेनिंग तो डिकेथिन में भी कराई जा सकती थी। लॉर्ड एंड्रेथ कहते हैं क्योंकि एग्रोना के खिलाफ आने वाली वॉर में तुम एक जरूरी चीज हो, इसीलिए सबसे ज्यादा फायदे की बात ये होगी कि तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ के स्पेशलिस्ट और विंसम के अंडर में कराई जाए। तुम्हें इस बात की काफी खुशी होनी चाहिए क्योंकि जो ट्रेनिंग तुम्हें मिलने वाली है वो यहाँ के मोस्ट टैलेंटेड बच्चों को भी नहीं मिलती। आर्ट कहता है ठीक है लेकिन ये आपको कैसे पता कि वॉर कब होने वाली है और अपने पास कितना टाइम है? लॉर्ड एंड्रेथ कहते हैं इस बात का मैं ख्याल रखूंगा, तुम जाकर सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। ऐसा कहते हुए लॉर्ड एंड्रेथ आर्ट को यहाँ से भेज देते हैं और सिल्वी को खुद के पास रख लेते हैं ट्रेनिंग कराने के लिए। आर्ट विंसम से कहता है लॉर्ड एंड्रेथ मुझे जज करना चाहते थे, ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने सिल्वी को भी मुझसे अलग कर दिया। विंसम कहता है चिंता मत करो, लेडी सिल्वी का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा और तुम्हारी मीटिंग का पॉइंट ये है कि जो तुम्हारी रिलेशनशिप असुरास के साथ बन रही है वो यहाँ के लोगों के लिए दिक्कत की बात हो सकती है। लोगों को ऐसा लगेगा कि हमें एक लेसर बीइंग के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है जो कि उनके प्राइड के खिलाफ की बात है। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम और लेडी सिल्वी दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। आर्ट कहता है मैंने ध्यान से सुना जब लॉर्ड एंड्रेथ ने मुझे जरूरी चीज कहा, लेकिन वो सेम बात है इसीलिए छोड़ो छाड़ो। इसी के साथ कई घंटों तक चलने के बाद विंसम आर्ट को किसी पेड़ के पास लेके चला जाता है और उसका हाथ पकड़कर आर्ट को उसके अंदर धक्का दे देता है। दोस्तों ये देखते हुए एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि विंसम आर्ट को धोखा दे रहा है, लेकिन आर्ट के पीछे पीछे विंसम भी इस पेड़ के अंदर आ जाता है और आर्ट को एक बंदे से मिलाता है आर्ट की ट्रेनिंग कराने के लिए। विंसम आर्ट से कहता है ये मेरा क्लोज फ्रेंड है कोर्ड्री,
जो कि एक पेंथन असुरा है थेस्टेस क्लेन से, बिल्कुल एल्डिर की तरह। आर्ट और कोर्ड्री आपस में मिलते हैं, इतने में ही विंडसम अपने हाथ में एक गोला निकाल लेता है जिसका की नाम है एथर ऑर्ब। कोर्ड्री कहता है क्या लॉर्ड इंड्रेथ ने एथर ऑर्ब दिया है। लॉर्ड इंड्रेथ इस इंसान के ऊपर कुछ ज्यादा ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोर्ड्री आर्ट को बताता है एथर एक ऐसा पावरफुल एलिमेंट है जिससे कि अपन पूरे के पूरे यूनिवर्स पर असर डाल सकते हैं। इसकी मदद से तुम्हारी बॉडी को तुम्हारी सोल से अलग किया जा सकता है और टाइम के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है। आर्ट के लिए ये एक हैरानी की बात होती है जिसे कि आर्ट समझ ही नहीं पाया होता। विंडसम बताता है इस एथर ऑर्ब के साथ साथ तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग ग्राउंड का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। इस तालाब के अंदर एथर लिक्विड को मिलाया गया है जिससे कि तुम्हारी ट्रेनिंग और तुम्हारे घावों को भरने में मदद मिलने वाली है। आर्ट अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, लेकिन विंडसम के इतना कहते ही आर्ट की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अगले सीन में अपन देखते हैं कोर्ड्री आर्ट को हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे रहा होता है और ट्रेनिंग के नाम पर आर्ट बहुत ही ज्यादा मार खा रहा होता है। ट्रेनिंग के दौरान ही आर्ट की पुरानी लाइफ की मेमोरीज ताजा हो जाती है क्योंकि आर्ट अपनी पास्ट लाइफ में भी सेम इसी तरीके की इंटेंस ट्रेनिंग किया करता था घंटों घंटों तक। आर्ट कोर्ड्री के साथ जिस जगह पर ट्रेनिंग कर रहा है ये जगह स्पेशल है क्योंकि बाहर का अगर 5 मिनट देखा जाए तो वो अंदर के 1 घंटे के बराबर होता है। इस जगह को सोल रियल्म कहा जाता है और आर्ट को यहाँ पर जितनी भी चोटें लगती है बाहर जाते के साथ ही वो सारी की सारी चोटें हील हो जाती है। विंडसम कहता है आर्थर अगर तुम बार बार सोल रियल्म से बाहर आते हो तो ऐसे में तुम्हारी ट्रेनिंग स्लो होगी। तुम्हारे पास टाइम को स्लो करने की एडवांटेज है, लेकिन अगर तुम टाइम को वेस्ट करोगे तो वॉर से पहले तुम अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाओगे। आर्थर कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने दोस्त को ब्लेम करना चाहिए क्योंकि ये हर कुछ मिनटों में मुझे जान से मार देता है। दोस्तों जैसा कि तुम लोगों ने सुना, आर्थर जितनी बार भी ज्यादा चोट लेने के कारण से मर जाता है वो उतनी बार सोल रियल्म से बाहर आ जाता है। कोर्ड्री कहता है तुम्हारी विल पावर तो तारीफ लायक है, लेकिन तुम बार बार मरे जा रहे हो। जो एकदम ही यंग असुरास होते हैं वो भी इतना जल्दी से तो नहीं मरते हैं जितना जल्दी तुम मर रहे हो। लेकिन एक बात तो है, तुम मारे जाने की सेंसेशन को अच्छे से संभाल रहे हो। आर्ट कहता है अरे वाह क्या ही तो कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा सुनते ही डोड्री आर्ट को दोबारा से सोल रियल्म में लेके चला जाता है टॉर्चर ने ट्रेनिंग देने के लिए। सोल रियल्म के अंदर आर्ट को ट्रेनिंग लेते लेते कई महीने बीत जाते हैं जहां पर आर्ट का रूटीन बन गया था बार बार मार खाते हुए मर जाना और दोबारा से यहाँ पर आ जाना। आर्ट कह रहा होता है एक बात तो अच्छी है, बाहर जाते के साथ से मेरा सारा का सारा दर्द गायब हो जाता है। कोर्ड्री और आर्ट के पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। जब आर्ट यहाँ पर नया नया था तब तो कोर्ड्री सिर्फ अपने एक अटैक में ही आर्ट को जान से मार देता था, लेकिन कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद कोर्ड्री और आर्ट दोनों ही देखते हैं कि आर्ट थोड़ा थोड़ा कीप अप कर पा रहा होता है। कोर्ड्री कहता है तुम्हें खुद की बॉडी पर भरोसा रखना होगा जिससे कि तुम और भी ज्यादा बेटर कर पाओगे। तुम्हारी सीखने की क्षमता लाजवाब है, इसीलिए अपन लोगों को बीच बीच में ब्रेक भी लेना होगा ताकि अपना पेस खराब ना हो। ब्रेक लेने का सबसे मेन फायदा ये है जो तुम बार बार कॉन्स्टेंटली मरते रहते हो उससे तुम्हारे दिमाग पर मेंटली कोई खराब असर नहीं पड़ेगा। डेथ के कारण से अगर तुम्हें कोई भी ट्रॉमा होता है तो ऐसे में तुम वैसे फाइटर नहीं बन पाओगे जैसा फाइटर मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। डेथ की बात हो रही है, इससे मिलता जुलता एक और शब्द होता है जो कि है दर्द। अगर तुम्हारी बॉडी लगातार दर्द का सामना करेगी तो ऐसे में तुम्हारी बॉडी की इंस्टिंक्ट में बैठ जाएगा तुम्हें दर्द से बचाने के लिए, जिसके ऊपर तुम्हारा कोई भी कंट्रोल नहीं बचेगा। अगर तुम अपने दर्द को मेंटेन करके चलते हो तो ऐसे में वो ही तुम्हारी तलवार और शील्ड दोनों बन सकती है। कोर्ड्री ने अभी अभी इस चोमू को इतनी अच्छी बात समझाई है, लेकिन ये चोमू खड़ा होते हुए कहता है कोर्ड्री अगर मैं सच
सच कहूँ तो मैं ठीक हूँ, इसीलिए अपन को ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतने में ही आर्ट अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पाया होता और वो सेंस करता है कोड्री का एकदम भयंकर प्रेशर। आर्ट कुछ भी समझ ही नहीं पाता, उसके अगले ही सेकेंड कोड्री आर्ट को डोनट कम्युनिटी का मेंबर बना देता है। वैसे दोस्तों, मेंबर से याद आया, चैनल को ज्वाइन करके तुम लोग मेंबरशिप ले सकते हो भाई को सपोर्ट दिखाने के लिए। कोड्री आर्ट को संभालते हुए कहता है, आर्थर बाकियों के कंपैरिजन में तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा है और तुम्हारे पास सीखने के लिए भी काफी कुछ है, साथ ही साथ कुछ ऐसी भी चीज है जिन्हें कि तुम्हें भूलना होगा। मैं तुम्हें एक ऐसा फाइटर बना दूंगा जिसकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। लेसर्स तक तो ठीक है लेकिन असुरास भी नहीं। कोड्री के मुंह से ऐसा सुनते ही आर्ट का दिल कांपने लग जाता है और वो अपने मन में कहता है, मैं नहीं जानता कि आखिर में कांप क्यों रहा हूँ। क्या मैं इसलिए कांप रहा हूँ क्योंकि मेरे सीने में छेद हो चुका है, या फिर मैं एक्साइटमेंट के कारण से कांप रहा हूँ कि मुझे इतने अच्छे टीचर से ट्रेनिंग मिल रही है, या फिर आने वाली वॉर मेरे मन में बैठी है इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। मेरे दिल के अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि जो मुझे ये कपकपी महसूस हो रही है ये इन तीनों ही बातों का मिक्सचर है। दोस्तों, जब तक आर्ट ने अपने मन में ये सारी बातें कही, अपन लोगों ने टेसिया को देखा जो कि ट्रेनिंग कर रही है और एली भी ट्रेनिंग कर रही है। साथ ही साथ अपन लोगों ने क्लेयर को भी देखा जो कि जिंदा बच चुकी है। जरूर से इसे टाइम पर मेडिकल सपोर्ट मिल गया था ल्यूकस को मारते टाइम। दोस्तों, मैं बता नहीं पा रहा हूँ मुझे कितनी एक्साइटमेंट हो रही है जब टाइम स्किप आएगा और आर्ट एकदम ही बीस्ट बन जाएगा। कोड्री आर्ट के खिलाफ माना सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहा होता है लेकिन फिर भी आर्ट बेटर कर पा रहा होता है क्योंकि आर्ट को यहाँ पर ट्रेनिंग लेते लेते 1 साल से ज्यादा बीत चुका होता है और बाहर के वर्ल्ड में सिर्फ 1 महीना। कोड्री कहता है, नॉट बैड, तुम स्वॉर्ड फाइटिंग में ज्यादा सुटेबल हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट को इम्प्रूव करो। मैं तुम्हारी बॉडी को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीकों से उसकी लिमिट पर पहुंचा दूंगा जिससे कि तुम अपने कॉन्टिनेंट और अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट कर सको। जैसा कि तुम्हें पता है, आने वाली वॉर में असुरास भाग नहीं ले सकते, लेकिन दुश्मनों के पास ऐसी सेना है जिनके पास असुरास का मिक्स्ड ब्लड है। अब इमेजिन करो तुम ऐसे ही कई सारे खतरनाक दुश्मनों से घिर चुके हो। इसी से बचने के लिए मैं तुम्हें माना कंट्रोल की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैंने तुम्हें सबसे पहला लेसन ये दिया कि तुम्हें अपने आप को बचाते हुए जिंदा कैसे रखना है। दूसरा लेसन ये दिया कि तुम ऐसी कंडीशन में फाइट कैसे करोगे जब तुम्हारे ऊपर बहुत सारा माना प्रेशर डाला जा रहा है। जब भी मैं किंग फोर्स का इस्तेमाल करता हूँ जिसे कि तुम किलिंग इंटेंट कहते हो, मैं देख पा रहा हूँ कई महीनों से तुम बेटर होते जा रहे हो। अब मैं तुम्हें तीसरा लेसन दूंगा जिससे कि तुम्हारी फोकस की रेंज बढ़ जाएगी, जिससे तुम कई सारे दुश्मनों को एक साथ संभाल पाओगे। कोड्री के इतना कहते ही अपन देखते हैं आर्थर एक सक्सेसफुल पंच कोड्री को मार देता है जिससे कि कोड्री भी इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में कोड्री आर्ट को जान से मार देता है जिस कारण से आर्ट सोल रियल्म से बाहर आ जाता है। इस बार सोल रियल्म से बाहर आते ही कोड्री आर्ट को एक टेसी नाम के बंदे से मिलाता है जो कि आर्ट का ट्रेनिंग पार्टनर होने वाला है। टेसी कहता है, मास्टर मुझे तो लगा आप मुझे अकेले ट्रेनिंग देने वाले हो, एक लेसर बींग के साथ ट्रेन होके आखिर मुझे कौन सा फायदा होने वाला है। कोड्री कहता है, तुम्हें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए क्योंकि आर्थर के कारण से ही तुम्हें एथर ऑर्ब में ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। टेसी कहता है, मास्टर ऐसी बात नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो इस मामूली इंसान को ट्रेन करके। थेस्टिस क्लेन के न जाने कितने बेस्ट बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपसे ट्रेनिंग लेने का। कोड्री टेसी की बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और आर्ट को नया लेसन देने लग जाता है। कोड्री कहता है, टेसी मैं चाहता हूँ तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो आर्ट के खिलाफ
और उसे मारने और चोट पहुंचाने की चिंता मत करना। और आर्थर, तुम अपने माना का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ छोटे मोटे अटैक्स का इस्तेमाल करना है बस। टेसी हैरान होकर कहता है, मास्टर मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपको मेरी ताकत पर रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन आप तो उल्टा कर रहे हैं। टेसी के इतना कहते ही अगले सीन में अपन देखते हैं टेसी अपनी फुल पावर में होता है, लेकिन फिर भी आर्ट ज्यादा बेटर कर रहा होता है। कोर्डी अपने मन में कहता है टेसी सिर्फ 7 साल का है और काफी टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी सिर्फ कई दिनों में आर्थर अपने आप को सुधारते जा रहा है और बेटर होते जा रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस बच्चे ने कितने लोगों से लड़ाई की है जो इसका परसेप्शन इतना ज्यादा अच्छा है। मैंने अपनी लाइफ में कई वॉरियर्स को ट्रेन किया है जो कि आगे जाकर बाकियों को लीड करते हैं, लेकिन इस बच्चे को ट्रेन करने से जो एक्साइटमेंट और प्राइड मेरे अंदर बढ़ते जा रहा है, ऐसा मैंने आज से पहले कभी नहीं फील किया। अगर ये लड़का असुरा पैदा होता तो ऐसे में मोस्ट पावरफुल इकेलोन्स के अंदर भी इसकी एक खास जगह होती, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गॉड्स ने सोचा है इसे एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करने का, और वो भी तब तक जब तक इसकी जरूरत है। भाई साहब, दोस्तों कोर्डी ने जो अभी अभी लास्ट लाइन कही है, इस कारण से मेरा परसेप्शन ही चेंज हो चुका है यहाँ के गॉड्स को लेकर। दोस्तों पता नहीं ये सीरीज न जाने कब और कहां पर क्या मोड़ ले लेगी, लेकिन एक बात तो श्योर है, देखने में तहलकेदार मजा आने वाला है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट को यहाँ पर ट्रेनिंग करते करते लगभग 4 साल से ज्यादा बीत जाते हैं, यानी कि बाहर के वर्ल्ड में 4 महीने। आर्ट भले ही यहाँ पर 4 साल से ज्यादा बिता चुका है, लेकिन सोल रियल्म एक ऐसी जगह है जहाँ पर फिजिकल एज नहीं बढ़ती है। आर्ट की ट्रेनिंग के दौरान ही अपन देखते हैं पहले टेसी अकेला होता है, लेकिन अब 3 बच्चे और आ चुके हैं आर्ट की मदद करने के लिए। दोस्तों ये चारों बच्चे आर्ट के साथ ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इन चारों को आर्ट का टैलेंट देखकर उससे काफी ज्यादा जलन भी हो रही है। आर्ट अपने मन में कहता है मेरा 14th बर्थडे भी जा चुका है और कोर्डी ने मुझे काफी कुछ सिखाया है माना के बारे में, लेकिन काफी लंबा टाइम हो चुका है। कॉन्सेप्ट वाइज कोर्डी ने मुझे कुछ भी नया नहीं सिखाया है। मैं श्योर नहीं हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये असुरा और ह्यूमन की बॉडी में डिफरेंस है इसलिए, या फिर कोर्डी को परमिशन नहीं है ज्यादा कुछ सिखाने के लिए। जिस वक्त आर्ट के मन में ये सब ख्याल आ रहे होते हैं, अपन देखते हैं उस वक्त टेसी आर्ट को घूर घूर कर देख रहा होता है। आर्ट कोर्डी पर भरोसा करता है और कोर्डी जो कुछ भी सिखाता है आर्ट अच्छे से सीख जाता है, और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब कोर्डी के साथ आर्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। इसी कारण से आर्ट सभी को थैंक यू बोल रहा होता है, लेकिन इस वक्त भी टेसी आर्ट को लगातार घूर रहा होता है। पता नहीं दोस्तों क्या रीजन है, हो सकता है जलन के मारे। जैसे ही आर्ट इस जगह से अलविदा ले रहा होता है, आर्ट विंसम और कोर्डी को किसी बात को लेकर परेशान देखता है। आर्ट के पूछने पर कोर्डी कहता है दिक्कत की बात यह है कि तुम इतने टाइम में थोड़े भी चेंज नहीं हुए हो। विंसम कहता है आर्थर, एथर ऑर्ब एक खतरनाक चीज मानी जाती है, क्योंकि 2 रियल्म में होने के कारण से बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकल चेंज देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। दोस्तों अपन लोगों को तो रीजन पता है कि असल में आर्थर एक 40-50 साल का बुढ़ा है, इसीलिए आर्थर कहता है मुझे आदत पड़ चुकी है, क्योंकि जायरस एकेडमी में मैं जब सेम एज के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे प्रोफेसर की तरह बिहेव करना पड़ता है। आर्थर की बात इन दोनों को ही ठीक ठाक लगी होती है, इसीलिए विंसम आर्थर को लेकर जाने लग जाता है। जैसे ही आर्ट यहाँ से जाने लगता है, आर्ट को एक लेटर मिलता है जो कि भेजा होता है डायरेक्टर सिंथिया ने। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, असुरास के आ जाने के कारण से डायरेक्टर सिंथिया भी बच जाती है। जैसे ही आर्ट इस लेटर को पढ़ता है, आर्ट काफी ज्यादा हैरान और सीरियस हो जाता है। इस लेटर के अंदर 4 खतरनाक दुश्मन के बारे में लिखा होता है, जिन्हें की 4 साइथ कहा जाता है। विंसम कहता है साइथ के अलावा भी
4 ऐसे बंदे हैं जो कि लांसेस तक को इजीली खत्म कर सकते हैं, जिन्हें की रिटेनर कहा जाता है। लेटर के हिसाब से लांस एलिया को जिस बंदे ने मारा था वो एक रिटेनर लेवल का बंदा था। अब दोस्तों आर्ट को पता चला है एलिया को जिसने मारा था वो कोई साइथ नहीं बल्कि एक रिटेनर था, जिससे कि आर्ट बदला लेगा मेरी एलिया का। आर्ट की नेक्स्ट ट्रेनिंग का टाइम आ चुका है, जहां पर उसे एक स्क्वेरल की खाल की जरूरत है और एक पेंथर के 20 टकोर और एक भालू का पंजा। आर्ट को ये तीनों ही चीज कलेक्ट करनी है और वो भी बिना बाहरी माना का इस्तेमाल करे। आर्ट के बैग में थोड़ा बहुत कुछ सामान रखा है, ज्यादा से ज्यादा आर्ट उसका इस्तेमाल कर सकता है बस। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीजों को और मुश्किल बनाने के लिए विंसम आर्ट को एक घंटी दे देता है, जिसे कि हर वक्त आर्ट को पहन के रखना है। आर्ट चिढ़ते हुए अपने काम पे लग जाता है और काफी मेहनत करने लग जाता है स्क्वेरल को पकड़ने के लिए। लेकिन आर्ट जितनी बार भी इन गिलहरियों के पास जाता है, घंटी की आवाज के कारण ये गिलहरियां भाग जाती है। कई दिनों के बाद आर्ट को पता चलता है कि घंटी के साथ साथ ये गिलहरियां माना को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसी कारण से आर्ट को और भी कई दिन लग जाते हैं गिलहरियों के बारे में डिटेल्स जमा करने में। आर्ट खुद से कहता है मुझे माना का इस्तेमाल झटके से करना होगा, जिससे कि बेल थोड़ी देर से बजे और गिलहरियों को टाइम ही ना मिले रिएक्ट करने के लिए। आर्ट इसी कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखता है और माना को बैलेंस करते हुए इधर उधर प्रैक्टिस करने लग जाता है। तभी अपन देखते हैं विंसम आर्ट को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है आखिर ये लड़का क्या सोच रहा है। ऑलरेडी 2 हफ्ते हो चुके हैं और इसने अभी तक स्क्वेरल को नहीं पकड़ा है। भले ही ये स्क्वेरल काफी ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन इनका दिमाग बहुत ही सिंपल है। इन्हें पकड़ने के लिए इस लड़के को अपनी प्रेजेंस को गायब करके अपने हाथ में चारा रखकर सिर पर बैठे रहना था। विंसम के इतना कहते ही विंसम देखता है कि आर्ट बहुत तेजी से अपनी जगह पर आगे बढ़ा है और गिलहरी को पकड़ लेता है। यह देखकर विंसम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है आर्थर इसने अभी अभी मिराज वॉक की एक पहली स्टेप हासिल की है। एक मामूली सा इंसान होने के बावजूद भी ये मिराज वॉक के फंडामेंटल तक पहुंच गया है। यह टेक्निक थेस्टिस क्लैन के लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या कोड्री को देखते हुए ही ये इतना ज्यादा सीख गया है? अगर ये इसी रेट से चलता रहा तो आने वाले 10 नहीं 5 सालों में न जाने कितना सीख लेगा। आर्ट अपने अगले टारगेट के सामने होता है, जो कि है एक सिल्वर पेंथर। आर्ट मौका देखकर बहुत तेजी से इस पेंथर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये पेंथर बच जाता है क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही तेज है। आर्ट अपने मन में कुछ सोचने लग जाता है, जिससे कि अपन को पता चलता है विंसम आर्ट से मिलता है और उसे मिराज वॉक के बारे में बताता है। दोस्तों अब यहाँ पर आर्ट ने मिराज वॉक की सिर्फ फर्स्ट स्टेप को ही हासिल किया है। इसी कारण से आर्ट इस स्टेप का नाम बस्ट स्टेप रख देता है। आर्ट दोबारा से अपने काम में जुट जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है एक स्क्वेरल के ऊपर, जिसका कि एक पक्षी शिकार कर लेता है। आर्ट हैरान होकर अपने मन में कहता है इस पक्षी ने कोई भी आम हमला नहीं किया, बल्कि पूरी तरीके से प्रिडिक्ट और कैलकुलेटेड हमला किया है। आर्ट को एक आइडिया मिल जाता है। इसी कारण से आर्ट पूरे 7 दिन तक इसी पक्षी का पीछा करते रहता है और सीखते रहता है। इसके बाद में आर्ट कई कोशिशें करता है पेंथर को पकड़ने की, लेकिन आर्ट को पता चलता है ये पेंथर स्क्वेरल के कंपैरिजन में कहीं गुना ज्यादा फास्ट और चालाक है। आर्ट को अपनी मिराज वॉक टेक्निक में एक कमी दिखाई देती है, जो कि होती है आर्ट अपनी काफी ज्यादा मसल्स का इस्तेमाल करता है मिराज वॉक को इस्तेमाल करने के लिए। आर्ट को अपनी पुरानी लाइफ से मसल्स का काफी ज्यादा नॉलेज होता है। इसी कारण से आर्ट मिराज
मिराज स्टेप को सुधारने के लिए ऐसे तरीके ढूंढने लग जाता है जिससे कि आर्थर को अपनी मसल्स का इस्तेमाल करना ही ना पड़े। आर्ट को पता होता है कि अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गया तो उसकी मिराज स्टेप एकदम टेलीपोर्टेशन जैसी हो जाएगी। इसी के साथ आर्ट काफी ज्यादा मेहनत करता है और अपनी टेक्निक्स को सुधारता है। तभी एक दिन आर्ट की नजर पड़ती है दो सिल्वर पैंथर्स के ऊपर जो कि आपस में ही लड़ रहे होते हैं। इन दोनों की फाइट काफी खतरनाक चल रही होती है, लेकिन आर्ट देख पा रहा होता है कि एक पैंथर दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहा है। जैसे ही वो पैंथर जीतने वाला होता है, अचानक से ही उसे कुछ सेंस होता है जिस कारण से वो पैंथर यहाँ से भाग जाता है। ये देखकर आर्थर भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर वो पैंथर तो जीतने वाला था, तो ऐसे में उसे भागने की क्या जरूरत पड़ी। आर्थर यही सोचते हुए इस मौके का फायदा उठाता है और बहुत तेजी से घायल पैंथर के ऊपर हमला कर देता है। आर्थर को इस पैंथर को संभालने में काफी दिक्कत आती है, लेकिन आर्थर इसका गला दबोचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन आर्थर की खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती, क्योंकि इस पैंथर के झटपटाने के कारण आर्थर और ये पैंथर दोनों ही एक बहुत बड़ी खाई के अंदर गिर जाते हैं। आर्ट अपने आप को बचाने के लिए कहता है विंसम सॉरी, और वो यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल करके सेफली नीचे लैंड हो जाता है। नीचे पहुँचते ही आर्थर देखता है वो पैंथर नहीं बच पाया होता, गिरने के कारण से मर चुका होता है। लेकिन इतने में ही आर्ट को यहाँ पर एक खतरनाक प्रेजेंस फील होती है जो कि होती है एक टाइटन भालू की। आर्ट इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और दोस्तों ये भालू ही आर्थर की ट्रेनिंग का तीसरा आइटम है। आर्ट बहुत चौंक कर अपने मन में कहता है एक टाइटन भालू, लेकिन ये इतना छोटा क्यों है। इतने में ही ये भालू इस पैंथर की बॉडी को पकड़कर कहता है फ्रेश खाना, अब ये खाना यहाँ से नहीं जाने वाला। आर्ट ये देख के मतलब सुन के हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है ये तो बात कर सकता है, लेकिन विंसम ने इस बारे में तो कुछ नहीं बताया। इतने में भालू गुस्से से कहता है मुझे शुरुआत तुमसे करनी चाहिए। ऐसा कहते हुए ये आर्थर के ऊपर हमला कर देता है। आर्थर इस भालू के सारे हमलों से बच रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके पैरों में चोटें आ रही होती है। यह देखकर भालू कहता है आखिर तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो, और बहुत सारे पावरफुल हमले कर देता है और आर्थर की हालत खराब कर देता है। आर्ट मन में कहता है ये कोई सोल रियल में नहीं है, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मेरा खेल सचमुच में खत्म हो जाएगा। भालू चिल्लाकर कहता है तुम जितने ज्यादा हिलोगे उतने ज्यादा घायल होगे और मेरे लिए खाना उतना ही कम बचेगा। आर्ट अपने आप को पूरी तरीके से रेडी कर लेता है और इस भालू के ऊपर हमला कर देता है। ये भालू भी आर्ट के ऊपर हमला करता है जिससे कि आर्ट की बेल्ट टूट जाती है, लेकिन इतने में ही आर्ट इस भालू के ऊपर एक पावरफुल पंच मार देता है जिससे कि इस भालू का खेल खत्म हो जाता है। तभी अपन देखते हैं इस भालू से लड़ते लड़ते आर्ट को भी काफी डैमेज आ चुका होता है, इसी कारण से आर्ट भी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर विंसम आ जाता है जो कि सोच रहा होता है एक छोटा सा भालू इतनी तबाही कैसे मचा सकता है। तभी दोस्तों अपन लोगों को पता चलता है इस भालू के बच्चे के अंदर एक कीड़ा था जिसे कि डीमन लीच कहते हैं। इसी डीमन लीच ने इस भालू के बच्चे की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था और इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया था। और दोस्तों इसी डीमन लीच के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद एग्रोना को वो ड्रग मिला था जिससे कि मार्कोस जैसे बंदे तैयार किए गए हैं ताकत को बढ़ाने के लिए। विंसम इस डीमन लीच को खत्म कर देता है और माना कोर निकाल कर आर्ट को खिला देता है। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट को एक जगह पर होश आता है और वो एक मायर नाम की लेडी से मिलता है। आर्ट के पैरों की हालत अभी भी काफी खराब लग रही होती है, इसी कारण से मायर कहती है अगर मैं तुम्हारे पैरों को माना आर्ट से हील करती तो ऐसे में चांसेस होते तुम्हारी बोन्स का शेप अलग हो जाता, इसी कारण से
तुम्हारे पैर पुराने तरीकों से हील हो रहे हैं और 2 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। यह सुनकर आर्ट को काफी हैरानी होती है कि उसे बेहोशी की हालत में 2 दिन हो चुके हैं। मायर कहती है, चलने फिरने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है इन्हें अच्छे से हील होने देना। आर्ट कहता है, मायर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इतनी अच्छे से ट्रीट कर रही है। मायर कहती है, हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी मैं किसी आम बच्चे को नहीं ट्रीट कर रही हूँ, मैं उसे ट्रीट कर रही हूँ जो कि इस वर्ल्ड का रक्षक बनने वाला है। ऐसा कहते हुए मायर यहाँ से चली जाती है। आर्ट अपने मन में कहता है, मुझे मेडिटेट करके अपने आप को जल्दी से हील करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही आर्ट मेडिटेट करने लगता है, आर्ट को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आर्ट सिल्वर कोर पे पहुंच चुका है। जैसे ही आर्ट ये रियलाइज करता है, अचानक से ही आर्ट की ड्रैगन व्हील एक्टिवेट हो जाती है। आर्ट हैरान होकर कहता है, आखिर ये पर्पल लाइटें कैसी है? आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। आर्ट ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में ही यहाँ पर मायर आ जाती है जो कि कहती है, तो ये सच है, तुम्हारे पास सचमुच में रियल हार्ट है। आर्ट हैरान होकर कहता है, आखिर ये रियल हार्ट क्या है? मायर कहती है, रियल हार्ट या फिर रियल हार्ट फिजिक एक ऐसी एबिलिटी है जो कि सिर्फ इंड्रेड ब्लड लाइन के लोगों के पास ही होती है। जितनी भी लाइटिंग और मार्किंग तुम अपनी बॉडी पर देख पा रहे थे, उसी को रियल हार्ट कहा जाता है। बच्चे मुझे बताओ, क्या तुम 5 कलर्स को देख पाते हो जिससे फिजिकल रियल्म बना है? आर्ट जवाब देता है, हाँ शायद तक। मायर कहती है, रियल हार्ट एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि यूजर को काफी ज्यादा नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलती है फिजिकल वर्ल्ड की। आर्ट कहता है, आज से पहले मैंने जितनी बार भी रियल हार्ट का इस्तेमाल किया है, मैं सिर्फ 4 ही कलर्स को देख पाता था, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मुझे पर्पल पार्टिकल्स भी दिखाई दिए। क्या आप इस बारे में कुछ जानती है? मायर कहती है, वैसे तो हम सभी असुरास काफी ज्यादा प्राइडफुल है, जो कि हम अपनी चीजों को हमेशा सीक्रेट रखते हैं, यहाँ तक कि हमारी खुद की बाकी रेसेस में भी। लेकिन मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसी कारण से मैं तुम्हें खुशी खुशी बता सकती हूँ। ऐसा कहते हुए मायर आर्ट को एक व्हील चेयर पे बिठा देती है और उसे एक बढ़िया जगह पर लेके चली जाती है। मायर कहती है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, कोई भी माना को रॉ तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी कारण से हर किसी को सबसे पहले माना को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। जो भी में जिस भी एलिमेंट के साथ सूटेबल होता है, वो उस तरीके के माना को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी के पास रियल हार्ट है और उसे फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करना है, तो ऐसे में वो रेड माना पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है। वही रेड पार्टिकल्स जब बॉडी के अंदर रिफाइन होते हैं, प्रोसेस होते हैं, तो इस्तेमाल करने के बाद पहले वो व्हाइट दिखाई देते हैं। इसी तरह से हर एक मैच के अपने अपने एलिमेंट को लेकर इंफॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ते जाता है, जिससे कि वो आगे जाकर और भी बेटर कर पाते हैं। आर्थर, क्या तुम जानते हो किसी किसी मैच को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है छोटे से रिजल्ट के लिए, और वहीं पर कुछ मैच ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उनको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आर्ट कहता है, हाँ जरूर से ये बात माना को रिफाइन करने की प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है। मायर कहती है, बिल्कुल सही। अब आर्थर, मुझे बताओ कि तुम एथर के बारे में क्या जानते हो? आर्ट कहता है, ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि एथर की मदद से टाइम के ऊपर असर डाला जा सकता है। मायर कहती है, एथर एक ऐसी चीज है जो कि माना से अलग होती है और माना से अलग तरीके से काम करती है। कुछ खास लोगों का ऐसा मानना है कि एथर से ही ये वर्ल्ड बना है और माना इस वर्ल्ड को चलाने में मदद करता है। अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझाऊं तो तुम इस कप को एथर मान सकते हो और इसके अंदर के पानी को माना। माना यानी कि पानी को कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है इस कप यानी कि एथर के कंपैरिजन में। एथर को कंट्रोल करने के मामले में इंड्रेथ क्लैन सबसे बेस्ट है, लेकिन इंड्रेथ क्लैन को भी नहीं पता कि वो आखिर ऐसा कैसे
कर पाती है। एंड्रेथ क्लेन के पास रियल्म हर्ट एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि फिजिकली एथर को डिटेक्ट किया जा सकता है। आर्ट कहता है तो इसका मतलब रियल्म हर्ट एबिलिटी के दौरान जो पर्पल पार्टिकल्स मैंने देखे थे इतने में ही मायर कहती है हाँ बिल्कुल वो एथर था। रियल्म हर्ट एबिलिटी के कारण से तुम पानी के साथ साथ इस कप को भी देख सकते हो जो कि इस वर्ल्ड की बाउंड्रीज है। इस दुनिया में जो भी लोग एथर को सेंस नहीं कर पाते वो लोग मानते हैं कि यही नियम है इस वर्ल्ड के चलने का। वैसे लोगों के लिए ये एकदम नामुमकिन है कि वो इस वर्ल्ड की बाउंड्रीज को समझ या फिर देख भी पाए। इस पानी यानी कि माना के लिए तो तुम्हें पता है जितना ज्यादा अच्छा तुम्हारा कोर होगा तुम माना को उतना अच्छा कंट्रोल कर पाओगे। और वहीं पर दूसरी ओर एथर है। अगर तुम एथर को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो ऐसे में तुम कप को ही कंट्रोल कर सकते हो। भाई साहब दोस्तों क्या तुम समझ पा रहे हो एथर एक ऐसी चीज है जिससे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड बना हुआ है। अगर आर्थर एथर को कंट्रोल करना सीख लेता है तो इसका सीधा मतलब यही निकलता है आर्थर इस वर्ल्ड की हर एक चीज जिंदा मुर्दा हर एक चीज को कंट्रोल कर पाएगा। दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा होता है तो जस्ट इमेजिन करो आर्ट कितना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। मायर आगे कहती है बेसिकली एथर 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहली चीज जिसे कि एवियम कहते हैं जो कि टाइम को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी चीज जिसे कि स्पेटियम कहते हैं जो कि स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद तीसरी और फाइनल चीज जिसे कि व्यूवम कहते हैं जो कि सारी की सारी लिविंग चीजों के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। कुछ भी मैटर नहीं करता कि कोई शख्स कितना ज्यादा ताकतवर और कितना ज्यादा नॉलेजेबल है, उसे सिर्फ एक ही रास्ते पर मास्टरी हासिल हो सकती है। इसके बाद टाइम के साथ साथ हमें एक मेथड के बारे में पता चला जिससे कि हम कुछ असुरास के टैलेंट के बारे में पता कर सकते हैं कि किसका टैलेंट किस चीज में ज्यादा है। आर्ट क्यूरियस होकर पूछता है आखिर इस बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। आर्ट के इतना कहते ही अपन देखते हैं भाई साहब आर्ट इतनी देर से जिस ओल्ड लेडी से बात कर रहा है वो खुद भी एक रियल्म हार्ट एबिलिटी को यूज कर सकती है यानी कि ये भी एंड्रेथ क्लेन से है। मायर कहती है ऐसा पता करने का रास्ता ये है कि रियल्म हार्ट एबिलिटी को यूज करने के बाद जो भी डिजाइन तुम्हारी बॉडी पर बन रही है उसे देखा जाए। हर एक रियल्म हर्ट यूजर की बॉडी के ऊपर पैटर्न अलग अलग होता है। जो पैटर्न तुम मेरी बॉडी पर देख पा रहे हो ये व्यूवम है। मैं व्यूवम में स्पेशल हूँ, इसी कारण से मैं तुम्हें हील कर पाई। ऐसा कहते हुए मायर आर्ट की भी रियल्म हर्ट को एक्टिवेट करा देती है कुछ देखने के लिए। मायर कहती है तुम्हारी रियल्म हर्ट इंटरेस्टिंग है और दोस्तों वो आर्ट को उसके चारों एलिमेंट्स दिखाने लग जाती है। मायर कहती है अगर तुम एथर को भी सेम माना की तरह कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो तुम हमेशा ही फेल होते रहोगे। एथर हर जगह पर हर वक्त मौजूद होता है लेकिन इसके लिए भी बाउंड्रीज सेट है। जब मैंने व्यूवम का इस्तेमाल किया जो कि हर लिविंग चीज के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, उसकी मदद से ही मैं तुम्हारी हड्डियों को पहले की तरह जोड़ पाई। आर्ट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके कहता है आखिर अभी अभी आपने एथर को अपने हाथों में इकट्ठा कैसे किया। मायर हंसते हुए कहती है बच्चे शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। जब मुझे पता चला मैं व्यूवम में स्पेशल हूँ मैंने इसके ऊपर कई सेंचुरीज तक स्टडी करी, लेकिन इसके बावजूद भी जो सवाल तुम पूछ रहे हो इसका जवाब मैं कॉन्फिडेंटली नहीं दे सकती हूँ। आर्ट कहता है लेकिन मैं भी इसे सीखना चाहता हूँ। मायर सोचते हुए कहती है ठीक है फिर अगर तुम जानना चाहते हो तो सबसे पहले ये बात जान लो कि तुम एथर को माना की तरह एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो। इसके बावजूद भी तुम्हें माना कोर की जरूरत पड़ती है क्योंकि माना कोर अकेली चीज है जो कि इस वर्ल्ड को तुमसे कनेक्ट करता है। टाइम आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम एथर के किस कंपोनेंट में स्पेशल हो, इसीलिए तुम्हें जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन जरूर से किसी
कारण से ही तुम्हें ये एबिलिटी मिली है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो ऐसा क्यों है? आर्ट कहता है मेरे ख्याल से ये सब कुछ सिल्विया की विल के कारण से है। मायर कहती है सिल्विया की विल एक छोटा सा कारण है जिससे कि तुम एथर के भार को संभाल पाते हो, लेकिन ये सही रीजन नहीं है। ऐसा सुनते ही आर्ट के मन में ख्याल आता है और तुरंत कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। मायर कहती है बिल्कुल सही, तुम्हें मिलते हैं 7 करोड़। जो तुम्हारे पास फंडामेंटल नॉलेज और इंफॉर्मेशन है चारों एलिमेंट्स का, इसी कारण से तुम एथर से अवेयर हो चुके हो। डियर, अब तुम अपनी रियल्म हार्ट को डीएक्टिवेट कर सकते हो। ये पहले ही काफी इम्प्रेसिव बात है कि तुम इतनी देर तक इसे मैनेज कर सकते हो। आर्थर, सबसे लास्ट में मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रही हूँ कि तुम एथर को हमारी तरह कंट्रोल कर भी सकते हो या नहीं। तुम्हारे पास वो सारी चीजें हैं जिनसे कि तुम्हारी मदद हो सकती है, लेकिन आखिर में तुम हो तो एक इंसान ही, असुरा नहीं। इसके अलावा मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से तुम भी सिल्विया की तरह स्पेटियम जीनियस हो। आर्ट कहता है लेकिन आपने कहा इतने नॉलेज के बावजूद भी ऐसे चांसेस है कि मैं एथर को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे में मायर प्लीज मुझे बताइए कि मैं असुरा न होने की भरपाई कैसे पूरी कर सकता हूँ। मायर कहती है बच्चे, ये बहुत ही दुख की बात है क्योंकि तुम में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। मैं ये बात तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रही हूँ। जितना भी नॉलेज मैंने तुम्हें दिया है वो ये सोच के दिया है कि नॉलेज में बहुत ही ताकत होती है। तुम्हें अपने खुद के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है इस नॉलेज की मदद से तुम कुछ ऐसा हासिल कर लो जो कि असुरास भी हासिल नहीं कर सकते। आर्थर, तुम्हें पता होना चाहिए जो बातें मैंने तुम्हें बताई है इससे मैंने काफी सारे नियमों को तोड़ा है। यह ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि अगर गलत हाथों में लग गई तो इससे ड्रैगन प्रजाति का खात्मा भी हो सकता है। इसीलिए मुझ पे भरोसा रखना कि जो भी बातें मैंने तुम्हें कही है इससे बस मैं तुम्हारा फायदा ही चाहती हूँ। रियल्म हार्ट ऐसी एबिलिटी है जिसकी कि अगर पूरी पावर का तुम इस्तेमाल ना भी कर पाओ तो भी तुम वॉर में बेटर कर सकते हो, लेकिन जिस एबिलिटी को तुमने क्रिएट किया है, जिसके की इस्तेमाल से तुम यहाँ पर पहुँच गए, मैं चाहती हूँ कि तुम उसका इस्तेमाल कभी भी दोबारा ना करो। अब दोस्तों, ऐसा सुनते ही आर्ट को एक झटका लगता है क्योंकि आर्ट ने कई हफ्ते बिता दिए बस्ट स्टेप को सुधारने के लिए और अब मायर कह रही है वो टेक्निक खतरनाक है आर्ट के लिए। आर्ट कोशिश करता है मायर को समझाने की कि उसकी बस्ट स्टेप किस तरीके से काम करती है ताकि मायर अपना डिसीजन चेंज कर ले, लेकिन कोई भी बात नहीं बनती। मायर को पता होता है आर्ट के लिए उसकी टेक्निक खतरनाक है, इसी कारण से आर्ट के पैरों की हालत ऐसी हो गई है। अगले सीन में अपन देखते हैं रात का टाइम हो चुका है, लेकिन आर्ट अभी भी परेशान है और सोच रहा होता है कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन काफी सोचने के बाद भी आर्ट को कोई रास्ता नहीं मिलता। और अगली सुबह अपन देखते हैं आर्ट के पैर थोड़े बहुत रिकवर हो चुके हैं और वो चलने फिरने लग जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मायर कहती है कि आर्थर को आगे की ट्रेनिंग खुद मायर देगी। मायर आर्ट से कहती है बॉय, तुम्हारे पास जितनी भी मैजिकल पावर और स्पेल्स है सबका इस्तेमाल करो और मुझ पर हमला करो। आर्ट जैसे ही अपने आप को रेडी कर लेता है, आर्ट मायर की बात सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि मायर को एग्जैक्ट तरीके से पहले ही पता चल जाता है कि आर्ट क्या करने वाला है। इसी हैरानी के साथ आर्ट मायर के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और टाइम हफ्तों में बदल जाता है। एक दिन आर्ट मायर से कहता है जब आप इतना अच्छे से हील कर सकती है तो आपने मेरे पैरों को काट कर दोबारा से ग्रो क्यों नहीं कर दिया। मायर कहती है ऐसा करना पॉसिबल तो है, लेकिन एथर को इस्तेमाल करने की कुछ कीमत है। अगर मैं एथर का इस्तेमाल तुम्हें हील करने के लिए करती तो इसका मतलब ये है मैं किसी
और की जिंदगी तुम्हारे अंदर डाल रही हूँ। इसी के साथ दोस्तों आर्ट को यहाँ पर मायर के साथ ट्रेनिंग करते करते 6 हफ्ते बीत जाते हैं। आर्ट यहाँ पर उसी चीज को सीखने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आर्ट मायर की तरफ पहले ही अंदाजा लगा सके अपने अपोनेंट के अगले हमले का। लेकिन 6 हफ्तों के बाद भी आर्ट ज्यादा कुछ खास नहीं कर पा रहा होता मायर के खिलाफ। तभी यहाँ पर एक दिन विंसम आ जाता है आर्ट को इमरजेंसी में यहाँ से ले जाने के लिए। विंसम मायर के सामने सिर झुकाता है विश करने के लिए। ये देखकर आर्ट हैरान होता है और अपने मन में कहता है, मुझे ये तो पता था कि इंड्रेथ क्लैन में एल्डर मायर खास है, लेकिन इतनी खास कि विंसम अपना सिर झुका रहा है। विंसम मायर से कहता है, अचानक से आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन लॉर्ड इंड्रेथ ने आर्थर के लिए नया इंस्ट्रक्टर हायर किया है जो कि आर्थर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा सुनकर मायर कहती है, ठीक है, तुम आर्थर को ले जा सकते हो। आर्थर रियल्म हर्ट की काफी ट्रेनिंग कर चुका है। मायर आर्थर से कहती है, जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है उसे हमेशा याद रखना। आर्थर कहता है, ठीक है, जब अपन दोबारा मिलेंगे तब तक मैं इसे मास्टर कर चुका हूँगा। अगले सीन में अपन देखते हैं विंसम हैरान होता है और आर्ट से कहता है, लेडी मायर ने तुम्हें सिर्फ हील ही नहीं किया बल्कि तुम्हें ट्रेनिंग भी दी। तुम्हारे लक को देखते हुए मुझे हमेशा ही हैरानी होती है कि तुम कितने ज्यादा लक्की हो। आर्ट कहता है, अच्छा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर एग्जैक्टली मायर है कौन। विंसम कहता है, अगर लेडी मायर ने खुद से तुम्हें इस बारे में नहीं बताया है तो मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता। आर्ट स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिला मुझे लगा कि तुम काफी बड़े इंसान हो, लेकिन तुम नहीं हो। ऐसा सुनते ही विंसम थोड़ी सीरियस टोन में कहता है, इंसान, अपनी जबान संभाल के। भले ही असुरास में मेरी रैंक सबसे नीचे है, लेकिन इसके बावजूद भी लेसर रेसेस में ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरी बराबरी कर सकता है। इसी के साथ अपन देखते हैं आर्ट और विंसम उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर आर्ट अपनी आगे की ट्रेनिंग करने वाला है नए इंस्ट्रक्टर के साथ। अचानक से ही आर्ट को ऊपर से आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है, तो क्या ये वही चूजा है जो कि डिखेतिन के लिए हीरो है। ऐसा कहते हुए ये बंदा तेजी से नीचे आ जाता है और अपने फॉर्म को बड़ा करके आर्ट को अपने हाथों से पकड़ लेता है। दोस्तों, इस बंदे का नाम रेन है जिसका की इंटेंशन होता है आर्ट को डराने का, लेकिन अपना लूंडा आर्ट बिल्कुल भी नहीं डरता। आर्ट इस बंदे को अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ सैल्यूट करता है, लेकिन इतने में ही रेन विंसम से पूछता है, अगर इंसान किसी काम में लेट हो जाते हैं तो बाकी इंसान उन्हें क्या सजा देते हैं? क्या इनके हाथों पैरों की उंगलियां काट दी जाती है या फिर इन्हें जेल में डाल दिया जाता है? यह सुन के आर्ट चौंक जाता है और सोच रहा होता है कि ये बंदा क्या बोल रहा है। विंसम कहता है, ये बुरी बात है, लेकिन इंसानों में देरी पर आने से कोई भी सजा नहीं सुनाई जाती। रेन सोचते हुए कहता है, कितनी अजीब बात है, ये इंसान पहले ही कितना कम जीते हैं। मुझे तो लगा कि ये अपने टाइम को ज्यादा वैल्यू देते हैं। रेन आर्ट को मारते हुए कहता है, खैर, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम नंगे हो जाओ। आर्ट को थोड़ा अजीब तो लगा होता है, लेकिन फिर भी बिना सवाल के वो अपने कपड़े निकाल देता है और दोस्तों इसे कहते हैं फिजिक। रेन आर्ट को ध्यान से देख रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है सिल्विया के पंख के ऊपर जिसे कि वो फटाक से निकाल लेता है। रेन कहता है, कितनी दुख की बात है, इसकी मदद से कोई रेयर चीज बनाई जा सकती है और यहाँ पर इसका इस्तेमाल हाथ को गर्म रखने के लिए किया जा रहा है। विंसम आर्ट से कहता है, रेन सही है, इस पंख की मदद से पर्टिकुलरली माना या फिर एथर दोनों को ही मैनेज किया जा सकता है। जब से हम ड्रैगन्स पैदा होते हैं हमारा एक भी पंख खुद से नहीं झड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ड्रैगन अपने पंख को किसी और को देता है तो इसका मतलब ड्रैगन उसके ऊपर भरोसा करता है और उसे चाहता है। ऐसा सुनते ही ये पंख आर्ट के लिए और भी स्पेशल बन जाता है
क्योंकि आर्ट को इस बारे में पहले नहीं पता था। इसी के साथ दोस्तों रेन आर्ट से कहता है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स और स्पेल्स दिखाने के लिए। इसके बाद रेन एक गोलेम बनाता है जिससे कि आर्ट को भिड़ा देता है और आर्ट इसके खिलाफ ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा होता। आर्ट रेन से चिढ़ रहा होता है क्योंकि रेन एक्सप्लेन नहीं करता कि इसका पर्पस क्या है। रेन सिर्फ खुद से ही एनालाइज किए जा रहा होता है और खुद से ही बातें कर रहा होता है। इतने में ही आर्ट अपने सामने देखता है भाई साहब रेन ने हजारों गोलेम्स तैयार कर लिए हैं और उनसे एक साथ आर्ट के ऊपर हमला करा देता है। रेन कहता है इनके खिलाफ तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए फटाक से शुरू हो जाओ। ऐसा सुनते ही आर्ट अपनी फुल पावर में चला जाता है ड्रैगन व्हील को एक्टिवेट करके। फिर एक के बाद एक लगातार इन सारे गोलेम्स को मारता जाता है और खत्म कर देता है। रेन कहता है बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारी और भी फिजिकल पावर्स को देखना चाहता हूँ। विंडसम ने बताया कि तुम स्वॉर्ड स्टाइल में ज्यादा अच्छे हो। आर्ट कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे नंगा होकर लड़ने की क्या जरूरत है, क्या मैं कपड़े पहन लूं? रेन कहता है तुम्हारी नंगी बॉडी को देखकर मुझे कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है, बस इससे मैं तुम्हारे हर एक मूवमेंट को अच्छे से देख पा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए रेन आर्ट के सिर पर हल्का सा मारता है और कहता है अब मुझे तुम अपना वेपन दिखाओ। ऐसा सुनते ही आर्ट अपनी डॉन्स बेलेट को बाहर निकाल लेता है और इसे देखते के साथ ही रेन हैरान हो जाता है और फटाक से आर्ट के हाथों में से ले लेता है। अचानक से ही रेन हंसने लग जाता है। ये देखकर आर्ट कहता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, इसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रेन कहता है रुको, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या है और वो विंडसम से कहता है विंडसम मुझे बताओ क्या तुम इस बारे में पहले से ही जानते थे जब तुमने मुझे इसे ट्रेन करने के लिए कहा? ऐसा कहते हुए रेन डॉन्स बेलेट को बाहर निकालने लग जाता है। आर्थर कहता है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, मेरे अलावा इसे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन इतने में ही आर्ट की बात भी कंप्लीट नहीं होती और रेन इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। यह देखकर आर्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा कैसे हुआ। आर्ट कहता है क्या तुम असुरा हो, इसी कारण से तुम इसे निकाल पाए? रेन कहता है नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने ही इस स्वॉर्ड को बनाया है। आर्ट हैरानी के साथ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इस स्वॉर्ड को तुमने बनाया तो फिर ये डिकेथिन कैसे पहुंच गई? रेन कहता है डॉन्स बेलेट मेरा एक्सपेरिमेंट हथियार है, या फिर कह सकूं तो ये एक फेलियर थी। इसी कारण से मैंने इसे डिकेथिन के बीस्ट ग्लेड वाले एरिया में फेंक दिया था। लेकिन ये पूरी तरीके से एक अजीब बात है कि ये तुम्हारे हाथों में लग गई है। आर्ट कहता है रुको जरा, तुम कह रहे हो कि डॉन्स बेलेट एक फेलियर है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इससे बेटर स्वॉर्ड नहीं देखी है। रेन कहता है हो सकता है तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, लेकिन जो हथियार तुम लेसर रेसेस के लोग इस्तेमाल करते हो वो एक शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं है। मैंने स्वॉर्ड को ऐसा सोच के बनाया था कि ये अकेली स्वॉर्ड सारे वेपन्स की जगह ले सके, लेकिन आखिर में ये एक धार वाले हथियार के अलावा और कुछ नहीं बनी। लेकिन मेरे ख्याल से चीजें अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है। इतने में ही विंडसम कहता है रेन तुम इससे मिल लिए हो, क्या अभी भी तुम वो करना चाहते हो? आर्थर मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें रेन से इसलिए मिलाया ताकि दो काम किए जा सके। पहला काम तो ऑलरेडी हो चुका है, रेन तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहता था, और दूसरा काम ताकि तुम्हारे लिए स्पेशल एक स्वॉर्ड बनाई जा सके। उस स्वॉर्ड को तुम्हारी पावर्स और कॉम्बैट स्टाइल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। आर्ट रेन से कहता है क्या ये सच है? क्या सचमुच में तुम मेरे लिए एक स्वॉर्ड बनाओगे? रेन कहता है मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि लॉर्ड इंड्रेथ का मेरे ऊपर एक फेवर है, लेकिन वो फेवर इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है कि मैं अपना टाइम बर्बाद करूँ एक लेसर बीइंग के लिए स्वॉर्ड बनाने में। और हाँ, अब से कुछ टाइम के लिए डॉन्स बेलेट को मैं अपने साथ रखूंगा और तब तक के लिए तुम इस वाली स्वॉर्ड से ट्रेनिंग कर सकते हो। मैंने ये वाली स्वॉर्ड इसलिए बनाई है ताकि इससे यूजर का मूवमेंट और
फोर्स मेजर किया जा सके और तुम इस स्वॉर्ड को जब चाहो तब किसी भी जगह पर समन कर सकते हो। कितनी सरप्राइजिंग बात है ना। ऐसा कहते हुए रेन आर्ट से एक आखिरी चीज मांगता है, जो कि है सिल्विया का पंख। आर्ट का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो इस पंख को दे देता है। इसी के साथ विंसम और रेन दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं और आर्ट से कहते हैं गुड नाइट, अच्छे से सोना। लेकिन अपन देखते हैं ये बंदा रेन आर्ट को चैन से सोने भी नहीं देगा। इसी कारण से बीच रात में बहुत सारे गोलेम्स के साथ ये आर्थर के ऊपर हमला कर देता है अचानक से ही। रेन दूर से चिल्लाकर कहता है, बीच रात में तुम्हारे पास कोई भी टाइम नहीं होगा आराम करने के लिए, इसीलिए तुम्हें हर वक्त सतर्क रहना होगा। और दोस्तों, इस बार वाली गोलेम्स की आर्मी के बीच में अपन देखते हैं कुछ ऐसे गोलेम्स भी होते हैं जो कि आर्थर की मदद कर रहे हैं, क्योंकि रियल वॉर के अंदर अपने साथ में दुश्मन और दोस्त दोनों ही मौजूद होते हैं। इसी कारण से आर्ट को स्ट्रेटेजी बना के फाइट करनी है। आर्थर इन सभी गोलेम से फाइट करता है और कुछ टाइम बाद जीत जाता है। तभी रेन आर्थर के पास आता है और कहता है, तुम्हारी साइड से 271 गोलेम्स मारे गए और दुश्मनों की साइड से 512 गोलेम्स। ये बिल्कुल भी अच्छी जीत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी साइड के कई सारे लोग मारे गए। आर्ट कहता है, मुझे उन लोगों की कोई चिंता नहीं है, भले ही वो लोग मेरी साइड पर हो या ना हो। ऐसा कहते हुए आर्ट रेन का लाया हुआ खाना खाता है और सोने लग जाता है। तभी रेन कहता है, मैं तुम्हारी बातों का ध्यान रखूंगा और अब शांति से सो जाओ, क्योंकि कल का दिन तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। इसी के साथ दोस्तों, जैसे ही आर्ट सो जाता है और आर्ट की अगले दिन नींद खुलती है, आर्ट के सामने एक ऐसा नजारा होता है जिसे देखकर आर्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आर्ट अपने सामने देखता है किसी बहुत ही खतरनाक बंदे ने टेसिया को पकड़ कर रखा है, जो कि किसी भी वक्त टेसिया को जान से मार सकता है। भाई साहब, मेरे ख्याल से दोस्तों ये बंदा एग्रोना हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बंदा यहाँ कैसे आ गया है। हो सकता है दोस्तों आर्ट कोई सपना देख रहा है, लेकिन बाय चांस अगर ये किसी भी तरीके से सच निकला तो भाई आर्थर और इस बंदे के बीच में फाइट होने वाली है। टेसिया दर्द के मारे चिल्ला रही होती है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो। इतने में ही आर्ट अपनी ड्रैगन व्हील को एक्टिवेट करके तेजी से इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और इसका हाथ काट कर टेसिया को बचा लेता है। तभी ये बंदा फटाक से पीछे हो जाता है और अपने हाथ को दोबारा ग्रो कर लेता है और आर्ट के ऊपर बहुत सारे हमले कर देता है। आर्ट अपने आप को इसके सारे हमलों से बचा रहा होता है, लेकिन इतने में ही ये बंदा एक हमला टेसिया के ऊपर कर देता है। टेसिया फिलहाल में बेहोश होती है, जिसका कि बचने का कोई चांस नहीं है। इसी कारण से आर्ट फटाक से अपनी एबिलिटी स्टैटिक वॉइड का इस्तेमाल करता है। टाइम पूरी तरीके से रुक चुका होता है, इसी कारण से आर्ट टेसिया को बचा लेता है। तभी ये बंदा आर्ट के एकदम सामने आ जाता है। अचानक से ही यहाँ पर आर्ट को कुछ रियलाइज होता है और वो चिल्लाकर कहता है, रेन बस बहुत हो गया है। आर्ट के ऐसा कहते ही अपन देखते हैं रेन सामने आ जाता है और ये खतरनाक सा बंदा और टेसिया रेन का बस एक छलावा होता है। रेन कहता है, तुम्हें तो काफी जल्दी पता चल गया। एक बात ध्यान में रखना, ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, तुम्हारे फायदे के लिए। एक बार तुम खुद की हालत देखो, उस एल्फ को बचाने के चक्कर में तुमने खुद की कितनी ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर दी। आर्ट कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रेन कहता है, मैं अभी भी इसे एनर्जी की बर्बादी ही कहूँगा। हम असुरास के अंदर भी फैमिली बॉन्ड होते हैं और जोड़े होते हैं। इतने में ही आर्ट बीच में बोल पड़ता है, क्या जोड़ा? टेस्ट कोई जोड़ा थोड़ी न है दोस्तों। यहाँ पर जोड़े से मतलब है जिसके साथ मेटिंग की जाती है। बेसिकली तुम लोग वाइफ मान सकते हो। इसी कारण से आर्ट शर्मा रहा होता है। रेन कहता है, अच्छा
लेकिन जैसा विंसम ने बताया और तुम्हारे रिएक्शन को देखकर लग रहा है कि वो लड़की तुम्हारे लिए कोई मामूली लगाव से कहीं ज्यादा है। क्या तुम लोगों की एंगेजमेंट नहीं हुई है? ऐसा सुनकर आर्ट शर्माने लग जाता है और तुरंत बात को चेंज करता है। आर्ट कहता है, मुझे लगता है अपन मुद्दे से भटक रहे हैं। मुझे बताओ, क्या तुम अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करके डमीज भी बना सकते हो? रेन कहता है, हाँ मैं कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन कुछ चीजों को छोड़कर। अब दोस्तों यहाँ पर रेन आर्ट से बेसिक बातें करने लग जाता है, जहाँ पर रेन को काफी हैरानी होती है कि जितना ज्यादा टैलेंट और लक आर्थर के पास है, इतना तो किसी असुरा के पास भी नहीं होता। आर्ट कहता है, अब अपन आगे क्या करने वाले हैं? ऐसा सुनकर रेन आर्ट के पास आ जाता है और उसे एक पर्पल कलर का क्रिस्टल दिखाता है। रेन कहता है, ये क्रिस्टल खास है क्योंकि इसकी और सही चीजों की मदद से मैं तुम्हारे लिए स्वॉर्ड को क्रिएट कर सकता हूँ। नॉर्मली मुझे तुम्हारे लिए एक परफेक्ट स्वॉर्ड बनाने के लिए तुम्हें सालों तक ऑब्जर्व करने की जरूरत थी, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए लक को आजमाना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए भाई ये बंदा आर्ट के हाथों में उस क्रिस्टल को घुसा देता है बिना वार्निंग के ही। दोस्तों अभी अभी रेन ने जिस क्रिस्टल का इस्तेमाल किया है उसे एक्लोराइट कहते हैं, जो कि रेन ने सिल्विया के फेदर और सिल्वी के स्केल की मदद से बनाया है। रेन कहता है, तुम्हारा जो वेपन क्रिएट होने वाला है वो तुम्हारे एक्शन, तुम्हारे थॉट, तुम्हारे मूवमेंट, तुम्हारी बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। आर्ट कहता है, तुम किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? और तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए कोई भी हथियार नहीं बनाओगे। रेन कहता है, वॉर में डॉन्स बेलेट ज्यादा काम में नहीं आने वाली, इसीलिए तुम्हें ज्यादा बेटर वेपन की जरूरत है और तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल ही नहीं बचा है। आर्ट एकदम चौंक कर कहता है, रुको जरा, मुझे तो लगा कि मेरे पास 2 साल का टाइम है अभी भी वॉर शुरू होने से पहले। रेन कहता है, बच्चे अभी अभी विंसम को एल्डिर की तरफ से डिकेतिन की एक खबर मिली है। मैं जो बात तुम्हें बता रहा हूँ वो बात लॉर्ड एंड्रेथ और विंसम के खिलाफ जाकर बता रहा हूँ ताकि तुम सही डिसीजन ले सको। जो ये एक्लोराइट क्रिस्टल है इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इससे वेपन बनने में हो सकता है 1 साल लगे या फिर 5 साल भी लग सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपनी पावर को ग्रो करो। आर्ट कहता है, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम इतना ज्यादा सीरियस और अलग तरीके से क्यों कह रहे हो? आर्थर, अभी तक एलेक्रिया की पूरी आर्मी ने हमला नहीं किया है, लेकिन वॉर शुरू भी हो चुकी है। ऐसा सुनते ही आर्ट काफी गुस्से में कहता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? विंसम ने कहा कि अभी भी मेरे पास पूरे 2 साल बचे हैं। रेन कहता है, बॉय, वॉर की यही तो बात होती है कि वॉर पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल होती है। ऐसा सुनते ही आर्ट यहाँ से जाने लग जाता है और कहता है, अगर वॉर शुरू हो चुकी है तो मुझे भी लड़ना होगा, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन इतने में ही दोस्तों रेन आर्थर के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है, तुम वहाँ जाकर क्या कर लोगे? क्या तुम साइद के हाथों मरना चाहते हो? जितनी भी तुमने टोटल अभी तक ट्रेनिंग की है, तुम मुश्किल से किसी रिटेनर तक को नहीं संभाल पाओगे। 1 साल, कम से कम तुम्हें मुझे अपना 1 साल देना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तभी तुम्हारा कोई चांस है डिकेथिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्ट के लिए 1 साल बहुत ही बड़ा टाइम है, लेकिन आर्ट को ये भी पता है कि अगर वो जल्दबाजी करेगा तो ऐसे में वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए मजबूरी में आर्ट रेन की बात मान जाता है। इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं नन अदर देन मेरी फेवरेट स्वीट हार्ट टेसिया को। टेसिया अपने ग्रैंडफादर वीरियन को कह रही होती है, आप मुझे वॉर में लड़ने क्यों नहीं दे रहे हो? आखिर आप मुझे कब भेजोगे? वीरियन और एल्डिर दोनों ही मना कर रहे होते हैं क्योंकि इनके हिसाब से ये सही टाइम नहीं है टेसिया के लड़ने का। टेसिया को काफी गुस्सा आता है और वो दरवाजे को जोर से पटक कर यहाँ से चली जाती है। जैसे ही टेसिया यहाँ से चली जाती है, एल्डिर कहता है, अपन टेसिया को वॉर में नहीं भेज सकते
क्योंकि इससे आर्थर के ऊपर गलत असर पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और अपन देखते हैं टेसिया लांस वेरे के साथ इटिस्टिन नाम की एक सिटी में चली जाती है जो कि वॉर से दूर है और फिलहाल में सेफ है। टेसिया और वेरे फिलहाल में इटिस्टिन सिटी में सिर्फ मूड फ्रेश करने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी वेरे कह रही होती है चौकन्ना रहना। टेसिया वेरे से कहती है आपने कहा आप कैथलीन से मिलकर आ रही है, तो कैथलीन और कर्टिस की ट्रेनिंग कैसे चल रही है? वेरे कहती है बेरन ने बताया कि कर्टिस काफी मेहनती है, लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ स्लो हो रही है। वहीं पर दूसरी ओर मैंने खुद से ऑब्जर्व किया कैथलीन काफी टैलेंटेड है और तेजी से आगे बढ़ रही है। टेसिया कहती है हाँ वो तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से नहीं। वेरे कहती है मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि वो लड़का तुम्हारी एज का है, जब वो यहाँ पर वापस आएगा आखिर वो कितना ताकतवर होगा। टेसिया कहती है ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। वैसे क्या आपको लगता है इटिस्टिन फिलहाल में सबसे ज्यादा सेफ जगह है? क्योंकि जैसा कि डायरेक्टर सिंथिया ने बताया है एलेक्रिया अपनी वेस्ट साइड पर है और इटिस्टिन सिटी भी वेस्ट पे ही मौजूद है। वेरे कहती है लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि एलेक्रिया के पास कोई सही तरीका नहीं है सी से ट्रेवल करने का। इसी कारण से वो लोग टेलीपोर्टेशन गेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बीस्ट ग्लेड्स में मौजूद है। टेसिया अपने मन में कहती है दुश्मनों के बारे में जो भी हमारे पास जानकारी है वो सब कुछ डायरेक्टर सिंथिया से आई है। दुश्मनों ने डायरेक्टर सिंथिया के ऊपर एक कर्स लगाया था जिससे कि वो इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकती थी। मास्टर एल्डिर ने कोशिश करी उस कर्स को हटाने की और वो थोड़ा बहुत कामयाब भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के चक्कर में वो कोमा जैसी हालत में चली गई। ड्वार्फ किंग और क्वीन मारे गए थे, इसी कारण से ड्वार्फ्स ने विद्रोह चालू कर दिया। इसी कारण से काउंसिल भी पूरी मेहनत कर रही है उनका भरोसा वापस जीतने का। ग्रैंडपा भी काफी ज्यादा परेशान है और अगर मेरी ट्रेनिंग की बात की जाए तो वो भी बढ़िया से चल रही है। जैसे ही टेसिया इतना सोचती है अपन देखते हैं यहाँ पर एक अनजान लड़की आ जाती है जो कि टेसिया से टकरा जाती है। तभी टेसिया देखती है ये लड़की कोई और नहीं एमिली है। एमिली को देखकर टेसिया खुश हो जाती है। टेसिया एमिली से कहती है माफ करना मेरा ध्यान नहीं था और मैं तुमसे टकरा गई। एमिली कहती है नहीं मुझे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था इस सामान को कैरी करने के चक्कर में। ये पेपर्स कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, इसी कारण से मास्टर गाइडियन ने एक लांस की मदद मांगी है इन्हें पहुंचाने में। ऐसा सुनकर वेरे मान जाती है और टेसिया कहती है कैसा रहेगा अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। अगले सीन में अपन देखते हैं ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी टेसिया पूछती है वैसे तुम और प्रोफेसर गाइडियन आजकल क्या काम कर रहे हो? एमिली कहती है अगर तुम उन्हें प्रोफेसर नहीं कहो तो ही बढ़िया है, क्योंकि कोई उन्हें मुश्किल से ही देखकर कह सकता है कि इनका दिमागी संतुलन खराब नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ये गिनती भी भूल चुकी हूँ कि उनको कितनी बार मैंने तबाही के कचरे से बाहर निकाला है। वैसे प्रिंसेस आपका क्या, आपकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? टेसिया कहती है एमिली तुम मुझे प्रिंसेस की जगह पर टेसिया कह सकती हो और कासल के अंदर मेरा तो सिर पर दम घुटते रहता है। ऐसा सुनकर एमिली सार्केस्टिक होकर कहती है अरे हाँ कासल तो छोटे छोटे होते हैं और आजकल तो उड़ने वाले कासल ट्रेंड में भी नहीं है। टेसिया कहती है अरे वाह तुम तो काफी समझदार हो। एमिली कहती है मास्टर गाइडियन के साथ रहने से मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर खराब हो गया है। टेसिया कहती है फिर भी मेरी कंडीशन ज्यादा बेकार है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है मैं कासल से बाहर नहीं आई और मेरे ग्रैंडफादर को झेलना बहुत मुश्किल है। बेसिकली दोस्तों इस मोमेंट पर ये दोनों ही अपनी अपनी लाइफ से परेशान है। तभी एमिली कहती है जो इंसिडेंट तुम्हारे साथ जायरस में हुआ था दुश्मन तुम्हें ले जाने वाले थे, इसी कारण से तुम्हारे पेरेंट्स की चिंता तुम्हारे लिए बढ़ गई है। और वैसे क्या तुम्हें आर्थर की कोई नई खबर मिली है? टेसिया कहती है नहीं, क्योंकि दोस्तों टेसिया जितनी बार भी एल्डिर से पूछती है एल्डिर सिर्फ इतना कहते हैं कि आर्ट ट्रेनिंग कर रहा है, तुम्हें इतना ही जानने की जरूरत है। एमिली कहती है और एलिजा
क्या तुम्हें एलिजा की कोई खबर मिली है? ऐसा सुनकर टेसिया सीरियस हो जाती है और कहती है नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था और उसे वो लोग ले गए। टेसिया के इतना कहते ही अपन देखते हैं ये लोग गाइडियन की लैब के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर गाइडियन एक बंदे के ऊपर चिल्ला रहा होता है। इसी के साथ फाइनली बहुत दिनों के बाद अपन लोग देखते हैं लेजेंड गाइडियन को। गाइडियन इन पेपर्स के लिए ही परेशान था और काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था और तेजी से इन्हें पढ़ने लग जाता है। गाइडियन थोड़ा सीरियस होकर वेरे से कहता है, जनरल मैं काउंसिल को ही इन्फॉर्म करने वाला था, लेकिन आप यहाँ पर है इसीलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इसीलिए आपको मेरे साथ बीस्ट ग्लेड्स की नॉर्थ बॉर्डर पर चलना होगा। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं गाइडियन इन सभी को बीस्ट ग्लेड की नॉर्थ बॉर्डर पर लेके चला जाता है। जैसे ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, टेसिया अपने सामने देखती है डिकेथियस को, उसी जहाज को जो कि गाइडियन ने बनाया है स्टीम इंजन की मदद से। लेकिन गाइडियन बताता है कि ये वो शिप डिकेथियस नहीं है जिसे कि गाइडियन ने बनाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बेकार बात यह है कि इतने बड़े शिप को किसी मॉन्स्टर ने खाकर तबाह किया है। ये लोग यही देखकर काफी हैरान होते हैं कि अगर ये डिकेथियस नहीं है तो फिर ये शिप किसका और कहां से आया है। वेरे कहती है ये शिप पूरी तरीके से बर्बाद है, इस शिप को किसी ने जानबूझकर साफ किया है सबूतों को मिटाने के लिए। टेसिया कहती है इसका मतलब जो कोई भी शिप से आए हैं वो लोग नहीं चाहते कि उनके बारे में कोई पता लगा पाए। इतने में ही एमिली कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि मास्टर का प्लान लीक हो गया हो और ये काम उनके किसी राइवल का है। गाइडियन कहता है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले तक तो ये शिप डूबा हुआ था। मुझे इस शिप के बारे में कभी भी पता ही नहीं चलता अगर मुझे एक एडवेंचरर का ग्रुप नहीं बताता तो। वेरे कहती है ये सब देखते हुए मुझे एक बात के ऊपर शक है, लेकिन मैं आपकी कंफर्मेशन चाहती हूँ। गाइडियन कहता है मेरा भी एक अंदाजा है, लेकिन जो रिपोर्ट मुझे उन डिवाइन लोगों से मिली है जो कि अपन लोगों को देखते रहते हैं, उनके हिसाब से मेरा अंदाजा गलत है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं सही हूँ और मैंने खुद से इस बात को अच्छे से कंफर्म किया है कि ये अपनी शिप डिकेथियस नहीं है। इसका एग्जैक्ट मतलब ये है कि दुश्मनों का आर्सेनल बहुत ही बड़ा है और वो कैपेबल है इतने बड़े बड़े शिप बनाने के लिए, जिनकी मदद से दुश्मन अपनी पूरी की पूरी सेना को डिकेथिन में ला सकते हैं समुद्र के रास्ते से। भाई साहब, अभी तक इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि दुश्मन समुद्र के रास्ते से इनके ऊपर हमला नहीं करने वाले, लेकिन अब सिचुएशन हो चुकी है फ्लिप। इसीलिए दोस्तों देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा कि आगे क्या होने वाला है। अपन लोग इनकी प्रिपरेशंस को देख पा रहे हैं जो कि फीकी पड़ रही है और दुश्मनों की प्रिपरेशन जोरों से हो रही है। The next day. गाइडियन खुद से काउंसिल के पास आता है और ये वाली खबर सुनाता है। काउंसिल के लिए ये खबर झटके की तरह होती है, क्योंकि इन लोगों को ऑलरेडी उन दुश्मनों से लड़ने में दिक्कत आ रही है जो कि पहले से ही बीस्ट ग्लेड्स में छुपे हुए हैं। और अब अगर दुश्मनों के पास शिप्स मौजूद है, इसका मतलब वो लोग हजारों सोल्जर्स को डिकेथिन पे ला सकते हैं बड़ी आसानी से। एल्डिर कहते हैं क्या ये बात वर्थ इट है इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए। उस एलेक्रियन लेडी सिंथिया ने बताया कि उसके लोग बीस्ट ग्लेड्स में अपनी आर्मी को इकट्ठा करने वाले हैं, लेकिन अब ये मानना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि विट्रा का सिर्फ इतना ही प्लान था। अब अपने पास कोई भी चॉइस नहीं है, अपनी सेना को अपन लोगों को दो हिस्सों में बांटना होगा। लेकिन अपने पास एक और दिक्कत है, ड्वार्फ्स के लीडर मारे जा चुके हैं, इसी कारण से वो लोग अपना साथ नहीं दे रहे हैं। दोस्तों ड्वार्फ्स को मनाने के लिए दोनों किंग और दोनों क्वीन ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग डार्व किंगडम में जाएंगे उन लोगों से बातचीत करने
करने के लिए। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं वीरियन अकेले बैठे होते हैं और काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। वीरियन अपने मन में कहते हैं हम लोग लीडर्स की तरह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दुश्मन हम लोगों से एक कदम आगे चल रहे हैं। तभी इतने में ही यहाँ पर टेसिया आ जाती है, जिसे कि वीरियन ने ही बुलाया होता है। वीरियन एक क्रिस्टल की मदद से टेसिया के सामने एक वीडियो प्ले कर देते हैं, जिसके अंदर दिखाया जाता है बीस्ट ग्लेड्स में जो वॉर चल रही है उसका सीन। ये वीडियो 5 दिन पुराना होता है। वीरियन कहते हैं हम लोगों ने टोटल 400 लोगों को भेजा था, लेकिन उनमें से 220 लोग मारे गए। इन लोगों की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर थी और मेरे कारण से इतने सारे सोल्जर्स ने जान गंवा दी है। मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब तक मैं एक मतलबी ग्रैंडफादर की तरह तुम्हारा फायदा सोच रहा था। इसी कारण से अभी तक मैंने तुम्हें बैटल में नहीं भेजा, ये बात जानते हुए भी कि तुम काफी ज्यादा केपेबल मेज हो। मैंने तुम्हें अभी तक इसलिए रोक के रखा था क्योंकि भले ही तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड मेज हो, लेकिन अगर एक भी गलती हो जाए तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है। टेसिया तुम खुद से देख चुकी हो तुम्हें किस चीज का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब देखने के बाद भी क्या तुम बैटल का हिस्सा बनना चाहती हो। ऐसा सुनते ही बिना किसी दूसरे विचार के टेसिया एकदम फुल जोश में कहती है हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी भी वीरियन ने टेसिया के सामने एक कंडीशन रखी है कि टेसिया को खुद को प्रूव करना होगा वीरियन के सामने। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं वीरियन और टेसिया एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। इसी के साथ जैसे ही टेसिया वीरियन के ऊपर हमला करती है, वीरियन टेसिया के सारे हमलों से बच रहे होते हैं और इतने में ही अचानक से टेसिया का हाथ पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक देते हैं। लेकिन टेसिया अपनी जड़ों का इस्तेमाल करती है और अपने आप को सेफली वापस संभाल लेती है। यह देखकर वीरियन भी थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं और अब इन लोगों के बीच में असली बैटल शुरू हो जाती है। और थोड़ी ही देर में अपन लोग देखते हैं भाई साहब टेसिया अपनी बीस्ट विल की सेकेंड फेज को एक्टिवेट कर लेती है। वीरियन शुरुआत से ही अपनी सेकेंड फेज में होते हैं, इसी कारण से इन लोगों के बीच में एकदम धमाकेदार बैटल शुरू हो जाती है। तभी थोड़ी ही देर में अपन देखते हैं वीरियन मौका देखते हुए टेसिया को एक लात खींच कर मार देते हैं और उसे बहुत जल्दी से काबू करके हरा देते हैं। यह देखकर टेसिया काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और सोच रही होती है कि अब वो बैटल में नहीं जा पाएगी और कहती है ग्रैंडपा आपने मुझे हरा दिया। लेकिन वीरियन कहते हैं कि बैटल फील्ड में तुम्हें मुझे ग्रैंडपा की जगह पर कमांडर कहना होगा। ऐसा सुनकर टेसिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वीरियन टेसिया के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं जिससे कि वो वॉर में ज्यादा सेफ रहे। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि टेसिया की बीस्ट विल उससे 100% मैच नहीं हुई है, इसी कारण से ज्यादा सेकेंड फेज को अवॉइड करना है। इसके बाद जैसे ही टेसिया यहाँ से जाने लग जाती है किंग और क्वीन से बात करने, वीरियन टेसिया को रोक कर कहते हैं अब से तुम मुझे अपना ग्रैंडफादर मत समझना, मैं तुम्हें एक सोल्जर की तरह ट्रीट करूंगा। इसका मतलब मेरे सारे डिसीजंस इस कॉन्टिनेंट के भले के लिए होंगे, पर्टिकुलरली तुम्हारे भले के लिए नहीं होंगे। वीरियन को ऐसा कहने में काफी तकलीफ होती है, जो कि टेसिया भी फील कर पा रही होती है। इसी कारण से वो वीरियन को गले लगाकर यहाँ से चली जाती है। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं वीरियन चले जाते हैं डायरेक्टर सिंथिया से मिलने, जो कि कोमा में होती है। ऑब्वियसली डायरेक्टर सिंथिया बात नहीं कर सकती है, अनकॉन्शियस है, लेकिन फिर भी वीरियन काफी सारी बातें कहने लग जाते हैं। वीरियन बताते हैं कि आज काउंसिल में क्या बात हुई शिप्स के बारे में और उन्होंने टेसिया को भी परमिशन दे दी है लड़ने के लिए। वीरियन आगे कहते हैं कितनी मुश्किल बात है, जो काम करने के लिए मैं पीछे हट गया था मुझे वही करना पड़ रहा है और वो भी बड़े स्केल पर। मैं कितना बुरा आदमी हूँ
जो कि ये चाहता था कि मैं शांति से अपनी ग्रैंड डॉटर को बड़ा होते देख सकूं। लेकिन अब मुझे इस वॉर को लीड करनी पड़ रही है और जितने भी लांसेस और गिल्ड लीडर्स है सब कुछ ही मेरे पीछे हैं। काउंसिल भी अपनी साइड से बेस्ट दे रही है और अच्छा काम कर रही है, लेकिन आखिर में वो लोग मुझसे ही ऑर्डर लेते हैं क्योंकि एल्डिर ने अकेला मुझे ही फिट लीडर घोषित कर दिया है सभी लोगों के लिए। मैं ये किसी भी हालत में नहीं चाहता कि अपने बच्चों और ग्रैंड डॉटर से ज्यादा जी पाऊं। दोस्तों ये सब कहते हुए वीरियन बहुत ही ज्यादा इमोशनल और डल फील कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। इन सब के अलावा मैं तुमसे भी माफी नहीं मांग पाया। मुझे इस बात की अच्छे से फीलिंग आ गई थी और इस बारे में तुम भी जानती थी कि लॉर्ड एल्डिर तुम्हारे कर्ज को पूरी तरीके से नहीं हटा पाए थे। इसके बावजूद भी तुमने इंफॉर्मेशन को रिवील करी और तुम्हारी ऐसी हालत हो गई सिर्फ इस वॉर में अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो मैंने होने दिया। इसी के साथ दोस्तों अपन एक बहुत पुराने सीन में देखते हैं कि डायरेक्टर सिंथिया और वीरियन बहुत ही ज्यादा पुराने दोस्त हैं। वीरियन आगे कहते हैं अभी भी कुछ लोग हो सकते हैं जो कि तुम्हें स्पाई मानते हैं, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुमने खुद के और हमारे लोगों के बीच में हम लोगों को चुना है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि असली वॉर बहुत जल्द शुरू होने वाली है, इसीलिए कुछ टाइम तक मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ जब ये वॉर खत्म हो जाएगी, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें सही करके रहूंगा। वीरियन के इतना कहते ही ये सैड मूवमेंट खत्म हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है टेसिया के ऊपर। टेसिया फिलहाल में एक टीम के साथ एक डंजन में होती है जहां पर वो कई सारे माना बिस्ट को मार रही होती है। टेसिया की टीम में 3 बंदे और होते हैं जो कि टेसिया की ही एज के लग रहे होते हैं। यहाँ पर ये माना बिस्ट लगातार ही बढ़ते जा रहे होते हैं, इसी कारण से ये चारों बंदे डिसाइड करते हैं थोड़ा पीछे हटने का। जैसे ये चारों बंदे एक सेफ जगह पर हो जाते हैं, टेसिया अपनी जड़ों का इस्तेमाल करती है और एक बार में ही इन सभी माना बिस्ट को जकड़ लेती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक स्टेनार्ड नाम का बंदा होता है जिसे की ऑर्डर देती है एक पावरफुल अटैक करने के लिए। स्टेनार्ड ऐसा ही करता है और अपने गन जैसे वेपन की मदद से एक मोस्ट पावरफुल हमला लॉन्च कर देता है जिससे कि ये सारे माना बिस्ट खत्म हो जाते हैं। टेसिया कहती है अपन को जल्द आगे बढ़ना होगा इससे पहले कि यहाँ पर और भी माना बिस्ट इकट्ठा होने लग जाए। दोस्तों जो ये टेसिया की टीम में 3 बंदे हैं, इनमें से एक का नाम स्टेनार्ड है, दूसरे का नाम है डार्वस और ये तीसरी लड़की जिसका नाम है कारिया। ये तीनों आपस में काफी अच्छे दोस्त लग रहे होते हैं क्योंकि एक दूसरे की कुछ ज्यादा ही टांग खींच रहे हैं और ये बंदा डार्वस ये तो टेसिया की ही मजे लेने लग जाता है। एक बार आर्थर को आने दो दोस्तों, बहुत मारेगा इस बंदे को। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए ये लोग एक बहुत ही बढ़िया जगह पर चले जाते हैं। मतलब इन लोगों ने डंजन के अंदर रहने की एक बहुत ही शानदार जगह बना कर रखी है। यहाँ पर आते के साथ से सबसे पहले ये चारों नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं और दोस्तों अब अपन को बताया जाता है कि 3 महीने का टाइम स्किप हो चुका है और इन चारों की टीम 3 महीने पुरानी है और टेसिया इनकी लीडर है। तभी इतने में ही अपन देखते हैं भाई साहब यहाँ पर एंट्री होती है ट्विन हॉर्न्स की। टेसिया इनको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और टेसिया अपने सारे दोस्तों का आपस में इंट्रोडक्शन कराती है। ये डार्वस नाम का बंदा तो एंजिला को देखते के साथ ही उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। इसी के साथ अपन लोगों को टेसिया के इन टीममेट्स के बारे में बताया जाता है जो कि तीनों ही टैलेंटेड बंदे हैं। डार्वस फाइट करने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है और इसे लड़कियों से फ्लर्ट करने में बहुत मजा आता है। इसके बाद में कारिया गॉन्टलेट का इस्तेमाल करती है फाइट करने के लिए और जो कारिया की फैमिली है वो हमेशा ही डार्वस की फैमिली को सर्व करती आती है, लेकिन फिर भी ये दोनों काफी अच्छे दोस्त है और इनका डुओ काफी पावरफुल है। इसके बाद में अपन
स्टेनार्ड को देखते हैं। ये बंदा डेविएंट मैजिक का इस्तेमाल करता है जो कि बीस्ट कोर्स के अंदर स्पेल्स को स्टोर रख सकता है। बाद में ये बंदा उन्हीं स्पेल्स का इस्तेमाल करता है अपनी गन्स की मदद से। इसके बाद में अपन टेसिया को देखते हैं जो कि एक एल्फ है एल्नोर किंगडम से। टेसिया हेलेन से पूछती है आखिर तुम लोग अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। हेलेन कहती है हम लोग वॉल के पास से आए हैं यहाँ पर ताकि तुम लोगों की मदद कर सके स्काउटिंग में। दोस्तों इन लोगों ने डिकेथिन की सेफ्टी के लिए एक बहुत ही बड़ी और मजबूत दीवार बना के रखी है डिफेंस पर्पस के लिए। टेसिया कहती है तो आपने वॉल के पास क्या देखा, क्या आपने एलेक्रियन आर्मी का सामना किया है। ऐसा सुनते ही पूरी की पूरी ट्विन होल्स का मुंह लटक जाता है। हेलेन कहती है हाँ बिल्कुल, हम वहाँ पर 4 महीने से ड्यूटी कर रहे थे। वॉल अपने लिए बेस की तरह है और जो फाइट है वो बीस्ट ग्लेड्स की बॉर्डर पर हो रही है। अपन लोगों के लिए एलेक्रिया के मेजेस मेन प्रॉब्लम नहीं है बल्कि उनके साथ वाले माना बीस्ट है। एंजिला कहती है इसीलिए हायर अप्स ने हमें यहाँ पर भेजा है क्योंकि जो इस केव का एस क्लास माना बीस्ट है वो एलेक्रियंस के कंट्रोल में है, जिसकी मदद से एलेक्रियंस उसके नीचे वाले हजारों माना बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि उस एस क्लास माना बीस्ट को ढूंढकर खत्म कर सके इससे पहले कि एलेक्रियंस उसका इस्तेमाल करे वॉर को गिराने के लिए। यूजुअली एलेक्रियंस उसी माना बीस्ट को म्यूटेंट बनाते हैं जो कि लीडर होता है, जिससे कि वो कई सारे और माना बीस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं। जब तक ये म्यूटेंट माना बीस्ट मौजूद रहेंगे तब तक सारे माना बीस्ट उनकी ही बात मानेंगे और एलेक्रियन सोल्जर्स का साथ देंगे। ऑलरेडी दर्जनों टीम्स अलग अलग डंजन्स में भेजी गई है ताकि इन म्यूटेंट्स को खत्म कर सके। और जो हम ट्विन होल्स की ड्यूटी लगी हुई है इस डंजन के अंदर, इसका लीडर एक एस क्लास म्यूटेंट बीस्ट है जिसे कि किसी भी हालत में हरा कर मारना होगा, जिससे कि इस वॉर के ऊपर बहुत ही बड़ा फर्क पड़ेगा। टेसिया कहती है हेलेन मुझे फाइट्स के बारे में और भी डिटेल्स जाननी है, इसीलिए मुझे बताओ कि और क्या हुआ था वहाँ पर। इतने में एडम फ्रस्ट्रेट होकर गुस्सा हो जाता है और कहता है वॉर में लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दोनों साइड के लोग मर रहे हैं और मौत सिर्फ उनको मिल रही है जो कि लक्की है। ऐसा सुनकर टेसिया सीरियस होकर कहती है एडम वॉर का मतलब मुझे भी अच्छे से पता है और मैं ये ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत जल्द मेरी टीम की ड्यूटी भी वहीं पर लगने वाली है। एडम को काफी गुस्सा आ रहा होता है, इसी कारण से एंजिला उसे यहाँ से ले जाती है और डर्डन टेसिया से कहता है उसकी बात का बुरा मत मानना, वो सिर्फ ऐसा इसलिए रिएक्ट कर रहा है ताकि तुम्हें पता ना चले। जैस्मिन कहती है तुम यहाँ पर जितने भी माना बिस्ट से लड़ रहे हो यहाँ पर मारो या मरो की सिचुएशन रहती है, लेकिन वॉर के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा वैल्यूबल होती है। इसी कारण से दोनों साइड की आर्मी एक दूसरे के सोल्जर्स को बंदी बनाकर बहुत ज्यादा तड़पा रही है। जिस तरीके की लड़ाई वहां पर चल रही है ऐसे में सही और गलत का मतलब पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे ही जैस्मिन इतना बताती है अपन देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही एक घायल सोल्जर की एंट्री होती है। जैसे इस बंदे को ट्रीट किया जाता है और इसकी कंडीशन में सुधार आता है, यह बंदा सभी लोगों को डरते हुए इंफॉर्मेशन देता है कि जिस डंजन में इन लोगों की टीम गई हुई थी वहां पर सारे लोग बहुत ही बेरहमी के साथ म्यूटेशन वाले माना बिस्ट के हाथों मारे गए। हैरानी की बात यह है कि उन माना बिस्ट के ऊपर इंसानी हथियार लगे हुए थे जो कि ऑफ कोर्स एलेक्रियंस ने लगाए होंगे। यह बंदा वहीं पर कई दिनों तक छुप कर रहता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए और फिर मौका देखकर यहाँ पर भाग कर आया है। यह बंदा आगे बोलता है और एक खतरनाक सी इंफॉर्मेशन को रिवील करता है कि मैंने वहां पर एक बहुत बड़े गेट को देखा जिसे कि वो सैकड़ों माना बिस्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे। मेरे ख्याल से अपन लोगों ने उस जगह को ढूंढ लिया है
जहां पर एस क्लास म्यूटेंट मानाबिस्ट मौजूद है। भाई साहब दोस्तों इसका मतलब समझ रहे हो, ट्विन हॉर्न्स लड़ने वाले हैं एस क्लास मानाबिस्ट और वो भी म्यूटेंट वर्जन। अपन लोगों को ऑलरेडी पता है कि एक खुद्दू से मानाबिस्ट को भी म्यूटेट करके काफी ज्यादा ताकतवर बना दिया जाता है और ये तो ऑलरेडी एस क्लास मानाबिस्ट है। दोस्तों जो ये फाइट होने वाली है ट्विन हॉर्न्स की, इसे देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जैसे इन लोगों को पता चलता है उस मानाबिस्ट के बारे में, तभी अपन ड्रोगो नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का लीडर होता है। यह बंदा 100 से भी ज्यादा लोगों को तैयार कर लेता है उस मानाबिस्ट को खत्म करने के लिए। सारे के सारे बंदे जिनमें की ट्विन हॉर्न्स और टेसिया की टीम भी शामिल है, ये सभी लोग तैयार हो रहे होते हैं लड़ने के लिए। तभी अपन स्टेनार्ड को देखते हैं जो कि टेसिया को देख रहा होता है और इस बंदे को टेसिया के ऊपर क्रश है। ये बंदा अपने मन में कहता है स्टेनार्ड खुद के ऊपर काबू रखो, वो तुम्हारी लीग से कहीं आगे है। वैसे भी ये उस आर्थर नाम के लड़के को पसंद करती है। मुझे इस लड़ाई में बेस्ट देना होगा। मैंने 25 कम डैमेज और 8 ज्यादा डैमेज वाले स्पेल्स को तैयार किया है, लेकिन इन्हें और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी के साथ दोस्तों ये सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं यहाँ से निकलने के लिए। तभी ड्रोगो कहता है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हर वक्त चौकन्ना रहना, क्योंकि कोई भी कह नहीं सकता कि वहाँ पर कितने मानाबिस्ट मौजूद हो सकते हैं। तभी टेसिया अपनी टीम से कहती है, गाइस जब अपन सही सलामत वापस लौट आएंगे अपन साथ में टेस्टी मील खाने वाले हैं। ये तीनों जोश के साथ कहते हैं हाँ बिल्कुल। इसी के साथ ड्रोगो इन सभी को ऑर्डर दे देता है आगे बढ़ने के लिए। ये लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और इनका सामना होता है मानाबिस्ट के एक बड़े झुंड से। फाइट के दौरान स्टेनार्ड देखता है कि एक मानाबिस्ट ने एक लड़की का गला पकड़ लिया है। तभी पीछे से अचानक से डार्वस आता है और वो इस मानाबिस्ट को मार देता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी है। दम घुटने के कारण से बेचारी वो लड़की मारी जाती है। इतने में ही स्टेनार्ड के ऊपर भी एक मानाबिस्ट पीछे से हमला कर देता है। कार्या तुरंत चिल्लाकर कहती है अपने पीछे देखो। स्टेनार्ड तुरंत पीछे मुड़कर उस मानाबिस्ट को खत्म कर देता है और फटाक से रिलोड करके 2-3 और मानाबिस्ट को निपटा देता है। यह देखकर डार्वस कहता है, अरे वाह तुम तो काफी टाइम बाद काम में आए हो। इतने में कार्या कहती है, बकवास बंद करो, मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है। ये दोनों ऐसा ही करते हैं और कार्या के पास से 2-3 मानाबिस्ट को खत्म कर देते हैं। और इधर की साइड पर टेसिया, डर्डन और कुछ और मेजेस मिलकर बहुत सारे मानाबिस्ट को एक बार में जला कर रख देते हैं। लेकिन ये मानाबिस्ट अभी भी रुकने का नाम नहीं लेते। इसी कारण से सारे मेजेस मिलकर एक परफेक्ट ओपनिंग क्रिएट कर लेते हैं। ड्रोगो चिल्लाकर कहता है, यही सही मौका है, सभी एक साथ हमला करो। और अपन देखते हैं स्टेनार्ड, एंजिला और कई सारे और मेजेस मिलकर एक लॉन्ग रेंज पावरफुल अटैक तैयार करते हैं और फायर कर देते हैं। इसी कारण से इन लोगों का मैक्सिमम काम हो चुका होता है। लगभग सारे के सारे मानाबिस्ट खत्म हो चुके हैं। तभी स्टेनार्ड अपने फाइनल स्पेल का इस्तेमाल करता है और यहाँ के रास्ते को क्लियर कर देता है और बचे कुचे मानाबिस्ट भी खत्म हो जाते हैं। सभी लोग खुश होने लग जाते हैं और ड्रोगो चिल्लाकर कहता है, हीलर्स जितने भी घायल लोग हैं सभी को हील करो और जितने भी लोग लड़ने के लिए कैपेबल नहीं बचे हैं वो लोग कैंप में वापस लौट जाओ। अपन लोगों के लिए ये शानदार शुरुआत है। जितने भी लोग सही सलामत है अपन आगे बढ़ेंगे। ऐसा सुनकर स्टेनार्ड अपने मन में कहता है, ड्रोगो ने कहा शानदार शुरुआत, लेकिन अपन लोगों के लिए ये अच्छी बात कैसे हो सकती है जब 10 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और अपन लोग मेन जगह पर भी नहीं पहुंचे। ये तो बस अभी भी शुरुआत है। आज के दिन न जाने और कितने सारे लोग मरने वाले हैं। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं ये सभी लोग हील हो रहे होते हैं और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। टेसिया यहाँ पर परेशान लग रही होती है, जिसे कि स्टेनार्ड नोटिस कर लेता है और पूछता है, टेसिया कुछ हुआ है क्या? टेसिया कहती है, हाँ
अभी अभी अपन ने लड़ाई जीती है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन बदले में अपने 10 लोग मारे गए। इतने में ही डार्वस कहता है, ओ कितनी खुशी की बात है कि हमारी रहमदिल प्रिंसेस को हम जैसे लोगों की भी चिंता है। इतने में कारिया टेसिया का हाथ पकड़ती है और कहती है, अपन लोगों ने तो अपना बेस्ट दिया है इस लड़ाई को जीतने के लिए। स्टेनार्ड कहता है, हाँ कारिया सही कह रही है, क्योंकि लड़ाई के अंदर ऐसे रिस्क तो हमेशा होते हैं। लड़ाई में हर एक सोल्जर की जान बचाई जा सके, ये बात तो इम्पॉसिबल होती है। ऐसा सुनकर टेसिया स्माइल करती है और स्टेनार्ड से कहती है, मेरे ख्याल से तुम सही कह रहे हो। इतने में डार्वस स्टेनार्ड से कहता है, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। स्टेनार्ड चौंक कर कहता है, नहीं नहीं, मेरे कहने का कोई और मतलब नहीं है। टेसिया कहती है, अगर सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो मैं कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाऊंगी। कारिया कहती है, क्या तुम उस लड़के की बात कर रही हो? क्या नाम था उसका? आर्थर, है ना? डार्वस चिढ़ते हुए टेसिया से कहता है, अरे यार फिर से नहीं, तुम तो उस लड़के की ऐसी तारीफें करती हो जैसे कि उससे बेस्ट कोई है ही नहीं। कारिया कहती है, ओ प्लीज, मेरे ख्याल से तुम्हें जलन हो रही है कि तुम आर्थर जैसे नहीं हो। ऐसा सुनते ही डार्वस को गुस्सा आ जाता है और कहता है, चुड़ैल कहीं की, अपने शब्द वापस लो। इतने में टेसिया इन सभी लोगों से कहती है, जब मैं उससे पहली बार मिली थी मुझे वो काफी डरावना लगा था। कारिया कहती है, तुमने बताया था कि उसने तुम्हें स्लेव ट्रेडर से बचाया था, क्या ये बात सच है? टेसिया कहती है, हाँ ये बात सच है, और अगर मैं सच सच कहूँ तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि वो मुझे इसलिए नहीं बचा रहा है कि वो एक अच्छा इंसान है, बल्कि मुझे बचाने के पीछे उसका कोई प्लान था। डार्वस कहता है, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना महान इंसान है, क्योंकि जब तुम पर जायरस एकेडमी में हमला हुआ था उसके बाद वो तुमसे मिलने भी नहीं आया और न जाने कहां पर ट्रेनिंग करने चला गया। टेसिया कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी जल्दी में था और उसने मेरे ग्रैंडपा से ये बात कंफर्म की थी कि मैं ठीक हूँ। डार्वस कहता है, अच्छा ऐसा क्या? लेकिन मेरे हिसाब से तो वो एक डरपोक है जो कि मरने के डर से यहाँ से भाग गया है। ऐसा सुनकर स्टेनार्ड और कारिया कहते हैं, डार्वस अब तुम कुछ ज्यादा ही कह रहे हो। तभी टेसिया सीरियस होकर कहती है, डार्वस तुम गलत हो। भले ही आर्थर कुछ बातों में नादान है, लेकिन वो कभी भी डर के मारे भाग नहीं सकता। दोस्तों, इस बंदे को अभी तक शांति नहीं है और हाँ ठीक है कहकर यहाँ से चला जाता है। डार्वस के जाने के बाद कारिया कहती है, वेल मैं उस बंदे से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, तुम हमें उससे मिलाओगी है ना? टेसिया कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो टाइम जल्दी से आ जाए। इसी के साथ दोस्तों थोड़ी देर में ये लोग इस डंजन में आगे बढ़ जाते हैं और आगे का माहौल एकदम ही शांत होता है, जो कि डरावनी फीलिंग दे रहा है। ड्रोगो इन सभी लोगों से कहता है, अपन उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां के लिए अपन को रिपोर्ट मिली है। अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ से थोड़ी ही देर में 100 से भी ज्यादा खतरनाक मानविस्ट मौजूद है, इसीलिए सभी लोग अपने आप को तैयार कर लो। ऐसा कहते के साथ ही ड्रोगो और ये सारे के सारे बंदे तेजी से आगे बढ़ जाते हैं मानविस्ट के ऊपर सरप्राइज अटैक करने के लिए। और जैसे ही ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं, भाई साहब ये लोग देखते हैं बहुत सारे मानविस्ट खतरनाक तरीके से मरे पड़े हैं। ये नजारा इन सभी के लिए रिलीफ की बजाय डरावना ज्यादा होता है। तभी ड्रोगो कुछ बंदों से कहता है उस गेट को चेक करने के लिए जिस गेट का ये मानविस्ट प्रोटेक्शन कर रहे थे। जैसे ही कुछ बंदे उस गेट के पास चले जाते हैं, ये लोग नोटिस करते हैं कि ये गेट पूरी तरीके से बंद नहीं है। सारे के सारे मेजेस अपने आप को तैयार कर लेते हैं और ड्रोगो कहता है इस गेट को पूरी तरीके से ओपन कर दो। और भाई साहब जैसे ये लोग इस गेट को पूरा ओपन कर देते हैं, ये लोग अपने सामने देखते हैं एक खतरनाक नजारा। इन सभी लोगों को इस गेट के अंदर दिखाई देता है एक बहुत बड़ा पहाड़ मरे हुए मानविस्ट का, जिनका की ब्लड बहते हुए इनके पैरों में आ रहा होता है। और इसी ढेर के ऊपर बैठा हुआ है
है अपना लोंडा आर्थर, जो कि बड़ी ही बेडेस तरीके से ओरा फार्मिंग कर रहा है। यह देखकर सारे ही बंदे हैरान हो जाते हैं। तभी टेसिया कहती है, आर्थर क्या ये तुम हो? टेसिया के इतना कहते ही अपन लोग अचानक से सिल्वी को देखते हैं, जो कि टेसिया के ऊपर जंप लगा देती है। ड्रोगो चिल्लाकर आर्थर से कहता है, आखिर तुम हो कौन? ऐसा सुनते ही आर्थर नीचे जंप लगा देता है, जिससे कि सारे के सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं। आर्थर कहता है, मैं तुम लोगों का साथी हूँ। आर्थर के इतना कहते ही ट्विन हॉर्न्स आगे आ जाती है, जो कि आर्थर से मिलने लग जाती है। टेसिया अपनी जगह पर खड़ी खड़ी ये सब देख रही होती है। ये देखकर स्टेनार्ड अपने मन में कहता है, तो ये बंदा वही आर्थर है जिसके बारे में टेसिया बात करती रहती है। लेकिन आखिर टेसिया को क्या हुआ है? क्या इसे देखकर टेसिया खुश नहीं है? इतने में ही ड्रोगो आर्थर से कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। मुझे तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि हमें यहाँ पर कोई और भी ज्वाइन करेगा। आर्ट कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर जस्ट आधे घंटे पहले ही आया हूँ और मैं इन मानाबिस्ट के बीच में पहुँच गया। ड्रोगो कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो इतने सारे मानाबिस्ट को तुमने अकेले मारा है और साथ ही साथ एस क्लास म्यूटेंट को भी? आर्ट कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे अलावा क्या कोई और तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है? ऐसा सुनते ही सारे लोग हैरानी में चले जाते हैं कि ये तो एक छोटा बच्चा है, आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है? ये है कौन? स्टेनार्ड आर्ट से कहता है, अगर ऐसी बात है तो इतने सारे मानाबिस्ट के बीस्ट कोर्स कहाँ है? आर्ट कहता है, अच्छा वो सब, मेरी मानाबिस्ट का पेट काफी बड़ा है, इसने वो सारे बीस्ट कोर्स खा लिए हैं। ड्रोगो हैरान होकर कहता है, ये छोटी सी मानाबिस्ट, इसने सारे बीस्ट कोर्स खा लिए। ड्रोगो के इतना कहते ही अपन देखते हैं यहाँ पर एक मानाबिस्ट जिंदा बच जाता है, जो कि अचानक से ही आर्ट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन आर्ट इस मानाबिस्ट की तरफ देखता भी नहीं है और इसे काट कर खत्म कर देता है। आर्ट कहता है, अगर तुम लोग और भी सवाल पूछना चाहते हो तो पहले चल के कुछ खा लेते हैं। टेसिया ड्रोगो से कहती है, लीडर, इसे मैं और ट्विन हॉर्न्स लेके आते हैं जिससे कि कोई भी परेशानी ना हो। आर्ट टेसिया को थैंक्स कहता है और ट्विन हॉर्न्स के साथ आगे बढ़ने लग जाता है। टेसिया अपने मन में कहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आर्थर ही है, लेकिन फिर भी मुझे अजीब फील हो रहा है। कई सालों बाद मैं आर्थर को आज देख रही हूँ और मैंने सोचा था कि हम अलग तरीके से मिलेंगे। क्लियरली ये चीज दिखाई दे रही है कि आर्थर कुछ छुपा रहा है। आर्थर सिर्फ उतनी बातें बता रहा है जो कि जरूरी है। इसी कारण से ड्रोगो को शांति नहीं मिली, लेकिन उसे ये पता चल गया कि अब उसे क्या करना है। इसके थोड़ी देर बाद आर्थर और टेसिया अकेले हो जाते हैं। टेसिया को अजीब लग रहा होता है कि अब वो क्या बात करे। इतने में आर्ट ही बोल पड़ता है, काफी लंबा टाइम हो चुका है ना, मैंने तुम्हें मिस किया। टेसिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आर्ट को गले लगाकर कहती है, बेवकूफ, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आर्ट कहता है, अरे ये क्या, तुम तो अभी भी रोतलू बच्ची हो। टेसिया कहती है, शट अप, काफी कुछ चेंज हो चुका है। आर्ट कहता है, अच्छा ऐसा क्या, तो फिर मुझे बताओ, मुझे सब कुछ ही जानना है। आर्ट के इतना कहते ही अपन बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर डार्वस कहता है, जैसा अपन ने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। कारिया कहती है, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर अपन सभी साथ मिलकर भी लड़ते तो भी अपन सही सलामत वापस नहीं आ पाते। डार्वस चिल्लाकर कहता है, हाँ बिल्कुल, ये तो इम्पॉसिबल है कि उसने अकेले ने उतने सारे मॉन्स्टर्स को मारा है। कारिया कहती है, हो ये क्या, मुझे तो कहीं से जलन की बदबू आ रही है। डार्वस कहता है, बस अब मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है, मैं उसे डुअल के लिए चैलेंज करूंगा। कारिया कहती है, डार्वस
तुम इस बात को खुद पे हावी क्यों होने दे रहे हो? वो सिर्फ एक अकेला इंसान है, भले ही वो कितना भी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन वो अकेला वॉर को थोड़ी न जिता सकता है। डार्वस कहता है, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। अगर सचमुच में उसने उतने सारे मॉन्स्टर्स को मारा है तो ऐसे में वो क्लियरली नेचुरल नहीं है। और तुमने सुना नहीं कि वो सभी लोगों से किस तरह से बात कर रहा था? मेरी नजर में वो एक घटिया इंसान है। स्टेनार्ड कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी नजर में तो हर एक बंदा घटिया ही है। बिना किसी इंसान से बात करे उसके बारे में इम्प्रेशन बना लेना, ये एक बहुत बड़ी नादानी है। डार्वस चिढ़ते हुए कहता है, आखिर तुम्हें उसकी साइड लेने की क्या जरूरत है? स्टेनार्ड कहता है, इसमें साइड वाली कोई बात नहीं है। क्या तुमने नहीं सुना कि टेसिया उसके बारे में कैसे बात करती है? उस हिसाब से हमें उसके ऊपर डाउट नहीं रखना चाहिए। डार्वस कहता है, टेसिया का दिमाग तो उनकी बचपन की मेमोरीज से घिर चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि उन दोनों के बीच में सही नहीं चल रहा है? और अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से तो फाइनली तुम्हारा उसके साथ कोई न कोई चांस बन सकता है। ऐसा सुनते ही स्टेनार्ड गुस्से में कहता है, क्या तुम इतने ज्यादा छोटे हो? तुम एकदम बच्चों की तरह बात कर रहे हो जो तुम इसमें मुझे घसीट रहे हो। डार्वस भी चिल्लाकर कहता है, मैं तो सिर्फ उसे अपनी इंस्टिंक्ट के दम पे चैलेंज कर रहा हूँ। शायद से ये चीज तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा माना कोर आखिरकार खराब जो है। दोस्तों, इस बंदे स्टेनार्ड का माना कोर सही तरीके से काम नहीं करता है, डिफॉर्म है। इसी कारण से ये बंदा उस गन जैसे वेपन का इस्तेमाल करता है लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी स्टेनार्ड काफी टैलेंटेड बंदा है। स्टेनार्ड चिल्लाकर कहता है, कम से कम मैं किसी घटिया घमंड के चलते किसी भी बेटर इंसान से खुद की बराबरी तो नहीं करने लग जाता। ऐसा सुनकर डार्वस गुस्से में यहाँ से जाने लग जाता है और कहता है, डैम इट, तुम सही हो। मेरे ख्याल से मैं भी अपने फादर की तरह बनते जा रहा हूँ। डार्वस के इतना कहते ही अपन लोग देखते हैं टेसिया और आर्ट भी बाहर आ जाते हैं। तभी डार्वस आर्ट को देखकर स्माइल करता है और खुद से कहता है, लेकिन वो बात और ये बात अलग अलग है। और भाई साहब, ये बंदा आर्ट के सामने जाता है और उसे डुअल मैच के लिए चैलेंज कर देता है। सारे ही लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और चीयर करने लग जाते हैं ताकि डार्वस जीत जाए। लेकिन ट्विन हॉर्न्स और टेसिया शांत खड़े होते हैं क्योंकि इनको काफी अच्छे से अंदाजा होता है कि आगे क्या हो सकता है। आर्ट डार्वस से कहता है, तुम्हारा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे डुअल क्यों करना चाहते हो? डार्वस जवाब देता है, ये एक मर्द के प्राइड की बात है। इसी के साथ अपन देखते हैं इस मैच के लिए ड्रोगो रेफरी बना होता है। ड्रोगो अपने मन में कहता है, डार्वस एक केपेबल फाइटर है, आर्थर को मेहनत तो करनी पड़ेगी जिससे कि पता चल जाएगा कि आखिर ये कितना ताकतवर है। इसी के साथ मैच शुरू होते ही ड्रोगो तेजी से आर्थर के ऊपर हमला कर देता है। आर्ट इस हमले से बचते हुए अपने प्रेशर को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि डार्वस डर के पीछे चला जाता है। ये देखकर पीछे वाले बंदे कहते हैं, डार्वस ये तुम क्या कर रहे हो? नमूनों की तरह हरकत करना बंद करो। स्टेनार्ड अपने मन में कहता है, मैं डार्वस के साथ काफी लंबे टाइम से हूँ जो कि 1 क्लास तक के मानाबिस्ट के सामने अच्छे से खड़ा रह सकता है। मैंने ये भी देखा है कि डार्वस अपनी खुद की क्लास के एडवेंचरर्स जो कि उससे दुगनी साइज के होते हैं उन्हें भी आसानी से धूल चटा देता है। लेकिन जो चीज मैं आज देख रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि डार्वस किसी के सामने डर रहा है। इतने में ही डार्वस चिल्लाकर आगे बढ़ता है और गुस्से में आर्ट के ऊपर लगातार हमले करने लग जाता है। लेकिन आर्ट सारे हमलों से आसानी से बच रहा होता है और डार्वस के ऊपर एक पंच मार देता है। तभी डार्वस अपनी कुल्हाड़ी की मदद से एक पत्थर का इस्तेमाल करता है आर्ट पे हमला करने के लिए, लेकिन आर्ट उस पत्थर को अपने हाथ से ही तोड़ देता है। इतने में डार्वस
तेजी से आर्ट के पीछे आ जाता है और एक तगड़ा हमला करता है, लेकिन आर्ट इससे भी कहीं गुना ज्यादा तेजी से इस हमले से बच जाता है और साथ ही साथ डार्वस के माना फ्लो पॉइंट्स के ऊपर हमला करता है, जिससे कि डार्वस अपने आप ही गिरकर ढेर हो जाता है। यह देखकर कारिया और स्टेनार्ड हैरान होकर कहते हैं, इसके बारे में इन लोगों ने माना फ्लो एनाटोमी में पढ़ा था और इनके ऊपर हमला करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। स्टेनार्ड स्माइल करते हुए कहता है, मेरे ख्याल से आज मैंने खुद की आंखों से एक बहुत ही अमेजिंग चीज देखी। डार्वस चिल्लाकर कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। और डार्वस के इतना कहते ही भाई साहब अपन देखते हैं यहाँ पर वीरियन की एंट्री हो जाती है। वीरियन के साथ में यहाँ पर एल्डिर भी आए होते हैं और अगले सीन में अपन देखते हैं वीरियन को भी बिल्कुल नहीं पता होता कि आर्थर आने वाला है। एल्डिर कहते हैं, आर्थर, लेडी सिल्वी, मैं देख पा रहा हूँ आप दोनों में ही काफी कुछ चेंज हो चुका है। वीरियन कहते हैं, लॉर्ड विंसम का मैसेज आया, तब जाकर हमें पता चला कि तुम आए हो और हम यहाँ पर आ गए। एल्डिर कहते हैं, ये सोचने जैसी बात है कि तुम डायरेक्ट यहाँ पर आए हो जहाँ पर टेसिया है, क्या ये सब रेन का काम है। इतने में ही यहाँ पर टेसिया आ जाती है, जो कि कहती है, आर्थर को देखना एस क्लास म्यूटेंट को देखने से भी ज्यादा सरप्राइजिंग था। आर्ट कहता है, जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे माना बिस्ट के एक झुंड ने हम पर हमला कर दिया, हमें तो सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। वीरियन कहते हैं, कुछ अर्जेंट बातें हैं जो कि आर्थर से डिस्कस करना जरूरी है और उन बातों के लिए ये जगह सही नहीं है। टेसिया कहती है, क्या अपन जाने वाले हैं। एल्डिर प्यार से कहते हैं, तुम नहीं, सिर्फ हम जाएंगे। टेसिया कहती है, लेकिन आर्थर सिर्फ कुछ घंटों पहले ही आया है और आप इसे ले जा रहे हो। वीरियन कहते हैं, टेसिया तुम्हें अपनी खुद की लड़ाइयाँ लड़नी है और इस डंजन को क्लियर करने के बाद वैसे भी तुम बाहर आ जाओगे। तुम्हें और तुम्हारी टीम को बहुत काम है, इसीलिए तैयार रहो। तुम्हें याद तो है ना कि अपने बीच में क्या बात हुई थी। टेसिया कहती है, यस कमांडर। इसी के साथ एल्डिर यहाँ से बाहर निकलते हुए कहते हैं, टेसिया कुछ महीनों से तुम तेजी से ताकतवर हो रही हो, तुम्हारी ये लड़ाइयाँ अच्छा रिजल्ट शो कर रही है। टेसिया कहती है, थैंक्स मास्टर, जिससे कि आर्ट को पता चलता है कि टेसिया अब एल्डिर की स्टूडेंट है। इसी के साथ ये सभी लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं और जाते हुए आर्ट स्टेनार्ड को देखकर अपना सिर झुकाता है, जिससे कि स्टेनार्ड आर्ट को सैल्यूट करने लग जाता है। स्टेनार्ड को नहीं पता कि उसने आर्ट को सैल्यूट क्यों किया, लेकिन फिर भी वो कर देता है। यहाँ से जाते हुए आर्ट सिल्वी से कहता है, आखिर तुमने टेसिया से बात क्यों नहीं करी। सिल्वी कहती है, एक लेडी के पास कुछ सीक्रेट्स होने चाहिए, अगली बार मैं टेसिया से मिलकर उसे सरप्राइज दूंगी। भाई साहब दोस्तों, मेरे को लगता है कि अब सिल्वी भी अपना ह्यूमन फॉर्म इस्तेमाल कर सकती है, जिसे देखने में मजा आएगा। इसी के साथ दोस्तों एल्डिर एक पोर्टल ओपन कर लेते हैं, जिसके अंदर इंटर होते के साथ से भाई साहब आर्थर देखता है एक खतरनाक सा बीस्ट। आर्थर इसे देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी भाई साहब इसके पीछे अपन एली को देखते हैं। एक्चुअली में ये माना बिस्ट बू है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और एली आर्थर से मिलती है और कहती है, ब्रदर वेलकम बैक। आर्ट एली से मिल लेता है, तभी वो सामने की ओर देखते हैं, उसके मदर फादर आ रहे हैं। आर्थर सेट फील कर रहा होता है, क्योंकि दोस्तों अपन लोगों ने देखा था इन लोगों के बीच में पिछली बार क्या हुआ था। लेकिन अब दोस्तों एलिस और रे आर्थर के पास आते ही उसे गले लगा लेते हैं। आर्थर हैरान होकर कहता है, ये क्या, मुझे तो लगा कि मैंने आप दोनों को। इतने में ही एलिस कहती है, जिस इंसान को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है वो ट्रेनिंग से वापस आया है, इसीलिए वो एक हक तो डिजर्व करता है। रे कहता है, मुझे उम्मीद है कि उन लोगों ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा। एलिस प्यार से कहती है, वैसे भी मैंने तुम्हारे अंदर काफी इन्वेस्ट किया है। आर्ट कहता है, आप दोनों सही हो, जितना कि मैं डिजर्व करता था उससे आप लोगों ने ज्यादा ही दिया है। इसी के साथ दोस्तों अपन लोग देख पा रहे
हैं इन तीनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है और मैंने इसी चीज की उम्मीद की थी कि ऐसा ही होगा। एली आर्ट से कहती है, ब्रदर ब्रदर क्या तुम मुझसे बू के बारे में नहीं पूछने वाले? आर्ट कहता है, क्या ये जाइंट डॉग इसका नाम बू है? ऐसा सुनकर बू को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए बू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और आर्ट के कंधे पर रखता है, लेकिन बहुत फोर्स के साथ, जिससे कि आर्ट के पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है, लेकिन आर्ट को कुछ भी नहीं होता। आर्ट कहता है, इसे तो काफी जल्दी गुस्सा आ जाता है। एली कहता है, नहीं, ये तो बस तुम्हें चेक करना चाहता है कि जितना मैंने इसे बताया है तुम सचमुच में उतने ताकतवर हो भी कि नहीं। आर्थर को ये भी पता चलता है कि बू एली के साथ बॉन्ड है, इस कारण से आर्थर वीरियन और एल्डीर से पूछता है कि ये सब कब हुआ। वीरियन कहते हैं, क्या लॉर्ड विंडसम ने तुम्हें नहीं बताया? उन्होंने तुम्हारी फैमिली को ये गिफ्ट दिया था जब तुम एफेटस गए। आर्ट चौंक कर कहता है, तो विंडसम ने इतना बड़ा टेडी बियर मेरी सिस्टर को दिया है, लेकिन क्यों? क्या ये सोचकर कि इसकी मदद से एली बैटल में घूम सकती है? रे कहता है, वेल, जब लॉर्ड विंडसम ने हमें इसे दिया था तब तो ये एक छोटा बच्चा था, लेकिन अब काफी तेजी से ये इतना बड़ा हो गया। इसी के साथ दोस्तों, जैसे ही आर्ट अपनी फैमिली से इतना मिल लेता है, एल्डीर उसे लेकर चले जाते हैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए, और आर्ट की फैमिली भी फिलहाल में पैलेस में है और पैलेस में ही रहेगी। आर्ट यहाँ से जाते हुए पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ पर बू एली से कहता है बू और भी ज्यादा ट्रेनिंग करेगा एली को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिल्वी आर्ट से कहती है, चलो अच्छा है, कम से कम अब तुम्हारी सिस्टर अकेली नहीं रहेगी। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं ये तीनों डिस्कशन के लिए बैठे होते हैं। तभी आर्ट कहता है, क्या यहाँ पर अपने अलावा और कोई नहीं है? मुझे तो लगा कि मैं कम से कम डायरेक्टर सिंथिया से मिल सकता हूँ। वीरियन कहते हैं, वॉर के बारे में काफी जरूरी बातें हैं जो कि तुम्हें बतानी है, और सिंथिया फिलहाल में एक गहरी नींद में है। इसका कारण एलेक्रियंस का एक कर्स है जो कि उनकी इंफॉर्मेशन रिवील करने के कारण से सिंथिया को लग गया है। ऐसा सुनकर आर्ट को एक झटका लगता है और उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन आर्ट अपने आप को शांत करता है और आगे की बातें बताने के लिए कहता है। वीरियन सारी बातें आर्ट को बता देते हैं और आर्ट अपने मन में कहता है, इन दोनों से मुझे काफी बातें पता चली है। विंडसम ने मुझसे काफी कुछ छुपाया है, उसने मुझे सिर्फ इतना ही बताया जितना कि जरूरी था। ह्यूमन किंग और क्वीन ड्वार्फ किंगडम में बिजी है उनका भरोसा जीतने के लिए, और कर्टिस कैथलीन इन दोनों ने भी सेम काम किया जो कि टेसिया कर रही थी। मेरी फैमिली कासल में रह रही है और हेल्स्टी फैमिली दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुकी है जो कि अभी भी वॉर के लिए मदद कर रही है। मेरे फादर ने भी कहा था वॉर का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन वीरियन ने उन्हें मना कर दिया। इसके बाद में आर्ट एल्डीर और वीरियन से कहता है, अब मुद्दे की बात करते हैं। मैं श्योर हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ मेरी फैमिली से मिलने के लिए मुझे यहाँ नहीं बुलाया, जरूर से कोई ना कोई जरूरी बात है, नहीं तो आप मुझे कैंप में टेसिया के सामने भी बता सकते थे। मैं अपनी साइड से बोलता जाऊंगा, अगर कुछ भी गलत हो तो मुझे रोक कर बताइएगा। डिफेंस लाइन में काम ठीक से चल रहा है, लेकिन अपनी चिंता की बात है जो लड़ाइयाँ सामने हो रही है। एलेक्रिया के जितने भी छुपे हुए टेलीपोर्टेशन गेट्स है और म्यूटेंट माना बिस्ट, वो अपने लिए दिक्कत की बात है। यहाँ पर शक करने के लिए सस्पिशियस बात यह है कि अगर एलेक्रियन आर्मी अभी तक अपनी डिफेंस लाइन को पार नहीं कर पाई है, तो इसका मतलब ये है कि अपनी साइड कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, या फिर वो लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं। आपके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी सेकेंड वाली बात ज्यादा सही है। ऐसा सुनते ही एल्डीर और वीरियन आर्ट को एक चीज दिखाते हैं जो कि पहले तो इनके लिए शक की बात थी, लेकिन अब कंफर्म हो चुकी है। ये दोनों आर्ट को शिप का ब्लूप्रिंट दिखाते हैं और एल्डीर कहते हैं कि ये एलेक्रियन आर्मी के द्वारा बनाई गई है और वो भी तुम्हारे ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करते हुए। ऐसा सुनते के साथ ही आर्ट को एक झटका लगता है, साथ ही साथ मुझे भी, क्योंकि आर्ट का डिजाइन दूसरे कॉन्टिनेंट एलेक्रिया पे कैसे पहुंच सकता है। दोस्तों, मुझे तो थोड़ा सा अंदाजा लग चुका है, लेकिन अगर मैं
मैं अभी कह दूंगा तो ये एकदम स्पॉइलर वाली बात हो जाएगी। वीरियन आर्ट को कुछ और बताने वाले होते हैं, लेकिन इतने में ही भाई साहब यहाँ पर एक सोल्जर आता है भागते हुए, जो कि चिल्लाकर इन लोगों को खबर देता है कि दुश्मन वेस्ट साइड से आ चुके हैं, यानी कि समुद्र के रास्ते से। ऐसा सुनते के साथ ही आर्ट बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ से भागने लग जाता है उन्हीं लोगों की साइड। लेकिन इस कासल के गार्ड्स आर्ट को पकड़ लेते हैं और इसे बाहर नहीं जाने दे रहे होते। गार्ड्स कहते हैं बाहर जाने के लिए या तो तुम्हें कमांडर वीरियन या फिर लॉर्ड एल्डिर की परमिशन चाहिए। आर्ट कहता है मैं वीरियन और एल्डिर से मिलकर ही आ रहा हूँ, उन लोगों को पता है मुझे बाहर जाना है। गार्ड गुस्से में कहता है बदतमीज कही के उन्हें कमांडर और लॉर्ड कहो। इतने में ही एक दूसरी गार्ड शांति से कहती है इस वक्त बाहर जाना खतरनाक है। आर्ट इन दोनों की बात नहीं सुनता और अपने प्रेशर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि इन दोनों का दम घुटने लग जाता है। तभी इतने में ही यहाँ पर एल्डिर आ जाते हैं, जो कि कहते हैं तुम यहाँ से कभी भी आने जाने के लिए फ्री हो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम कोई भी गलत कदम ना उठाओ, नहीं तो विंडसम की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसा सुनते ही आर्ट तेजी से यहाँ से चला जाता है डायरेक्ट इटिस्टिन सिटी में, और इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं डायरेक्टर सिंथिया को। डायरेक्टर सिंथिया के माइंड के अंदर अपन देखते हैं दो लोग खड़े होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं तुमने वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन देकर अच्छा काम किया है। तुम ऐसा सोच सकती हो कि इससे तुमने कई लाखों लोगों की जानें बचाई है, लेकिन अब अगर तुम कर्ज के कारण मर भी जाओ तो भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें तो हमारे जवाब मिल चुके हैं। ऐसा कहते हुए ये बंदा जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अपन देखते हैं डायरेक्टर सिंथिया की आंखें खुल जाती है। दोस्तों, जिन दोनों को डायरेक्टर सिंथिया ने अपने माइंड में देखा, मेरे ख्याल से वो एल्डिर और वीरियन है, लेकिन इविल तरीके से। डायरेक्टर खुद से कहती है मुझे तो लगा कि लॉर्ड एल्डिर ने कर्ज को हटा दिया है। डायरेक्टर के इतना कहते ही अपन लोग देखते हैं सीन वीरियन और डायरेक्टर की एक पुरानी मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। वीरियन कहते हैं इंसानों और एल्व्स के बीच की वॉर खत्म हो चुकी है, इसीलिए अब तुम्हारा क्या प्लान है, आगे क्या करोगी? मैं तो तुम्हें काफी सालों से जानता हूँ, कई सालों तक तुम मेरी दुश्मन रह चुकी हो और कई सालों तक दोस्त, लेकिन मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात घूमती रही। डायरेक्टर सिंथिया कहती है अच्छा, और वो क्या है भला? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो? वीरियन कहते हैं माफ करना, लेकिन नहीं, क्या तुम भूल गई मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। डायरेक्टर सिंथिया कहती है इससे हम इंसानी नोबल्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वीरियन कहते हैं हम में तो पड़ता है, हम एल्फ लॉयल होते हैं। तुम्हारे बारे में मैं ये सोच रहा था कि तुम कितनी बढ़िया मेंटोर बन सकती हो। मैं तो अभी से ये देख पा रहा हूँ कि तुम एक बहुत बड़ी एकेडमी की हेड हो, जो कि आने वाली जनरेशन को सही रास्ता दिखा रही है। डायरेक्टर कहती है ये और तुम्हारे दिमाग में अचानक से कहां से आ गया? वीरियन कहते हैं मैं ये काफी बातों को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ, इसीलिए सीरियसली तुम्हें भी एक बार सोचना चाहिए एक टीचर बनने के लिए। डायरेक्टर कहती है अगर ऐसी बात है तो शायद से मैं खुद की एकेडमी खोल सकती हूँ जाइरस सिटी में। वीरियन कहते हैं अरे वाह, एक मेजेस की एकेडमी, और वो भी फ्लोटिंग सिटी के ऊपर, ये तो एक अच्छा आइडिया है। डायरेक्टर कहती है तो फिर क्या कहते हो, अपन साथ में ही एक स्कूल खोल ले। वीरियन कहते हैं नो थैंक्स, लेकिन अगर तुम्हारी स्कूल अच्छी रही तो ऐसे में अपने ग्रैंड किड्स और ग्रेट ग्रैंड किड्स को तुम्हारी ही स्कूल में भेजूंगा। डायरेक्टर कहती है तुम देखते रहना, मैं एक ऐसी एकेडमी बनाऊंगी जो कि इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एकेडमी होगी। वीरियन कहते हैं मैं भी उम्मीद करता हूँ तुम्हारी एकेडमी सक्सेसफुल हो जाए। जैसे इन लोगों के बीच में इतनी बातचीत होती है, डायरेक्टर सिंथिया देखती है कि वीरियन आगे जाने लग जाते हैं। डायरेक्टर वीरियन को आवाज लगाती है
तभी वीरियन पीछे मुड़कर कहते हैं, मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूँ, इसीलिए कोशिश करो मेरी बराबरी करने के लिए। और जैसे ही वीरियन इतना कहते हैं, अपन देखते हैं डायरेक्टर सिंथिया के मुंह से खून आने लग जाता है। इतने में ही सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं वीरियन को। तभी वीरियन को नीचे की साइड से तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसी कारण से वीरियन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इतने में ही सीन आर्थर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। आर्ट शायद से फिलहाल में उसी डिफेंस वाली दीवार के पास है जहां पर आर्ट इस बंदे से गेट को खोलने के लिए कह रहा होता है, लेकिन ये बंदा आर्ट की बात बिल्कुल नहीं सुनता और नखरे दिखा रहा होता है। लेकिन इतने में ही आर्ट सिल्वी को इस बंदे के सामने बड़ा कर देता है और इस गेट को तोड़कर यहाँ से उड़ जाता है। इतने में ही सीन वापस से वीरियन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जहां पर अपन देखते हैं भाई साहब वीरियन की आंखों के सामने डायरेक्टर सिंथिया के बेड पर उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी कीलें लगी हुई है। डायरेक्टर सिंथिया को किसी ने जान से मार दिया है और आर्थर वाली साइड पर कंडीशन और भी ज्यादा बेकार है। आर्ट अपने सामने देखता है डिकेटिन पे हमला करने के लिए हजारों शिप्स यानी कि पूरी एलेक्रियन आर्मी आ चुकी है। भाई साहब लिटरली दोस्तों आज वाले वीडियो में धमाके से भी ऊपर वाली चीज देख ली है। अब न जाने आर्ट इतनी ज्यादा शिप्स पूरी की पूरी आर्मी के खिलाफ में क्या करेगा। और उधर की साइड पर बेचारी डायरेक्टर सिंथिया भी मारी जा चुकी है, पता नहीं किस रीजन से। मेरे ख्याल से अब ऑफिशियली वॉर शुरू हो चुकी है भाई, तहलकेदार मजा आने वाला है। इसी के साथ भाई लोगों कमेंट करके जरूर से बताना कि आज वाला वीडियो कैसा लगा है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई लोगों को बाय बाय।